कहानी की शुरुआत आज से बहुत साल पहले से होती है, जब किंग ऑफ पायरेट्स गोल्डी रॉजर को पब्लिक में एग्जीक्यूट किया जाने वाला था। पर पायरेट किंग के मरने से पहले एक बंदे ने इनसे सवाल पूछा, हे किंग ऑफ पायरेट्स गोल्डी रॉजर, तुम्हारा सबसे कीमती खजाना कहाँ छुपा रखा है तुमने? गोल्डी रॉजर ने अपनी पूरी जिंदगी का खजाना एक जगह पर छुपा दिया है और उसका नाम है वन पीस। और जो भी इस खजाने को लेगा वो सभी पायरेट्स का किंग कहलाया जाएगा। और उस दिन के बाद से पूरी दुनिया भर के पायरेट्स इस खजाने को ढूंढने के लिए एक समुद्री यात्रा पर निकल चुके हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम दो बंदों को देखते हैं जो कि समुद्र के अंदर एक बैरल को देखते हैं। ये दोनों उस बैरल को बाहर निकालते हैं, पर तभी इनमें से एक वर्कर देखता है कि एक एनिमी पायरेट शिप इनकी पैसेंजर शिप पर हमला कर देती है। सभी लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। और तभी हम पायरेट शिप की कैप्टन को देखते हैं और ये मोटी कोबी नाम के एक लड़के से पूछती है, हाँ तो लड़के, इस समुद्र में सबसे खूबसूरत लड़की कौन है? बता बता। आप ही हैं सबसे खूबसूरत। ही। और तभी एक बहुत बड़ी कैनन बॉल फायर होती है और सीधा उस पैसेंजर शिप के ऊपर जाकर लगती है और वो जो बैरल वो घूमते हुए बेसमेंट के अंदर चला जाता है। सभी पायरेट्स पैसेंजर शिप पर आ जाते हैं, पर कोबी वहाँ पर कूदने में डर रहा होता है। और तभी लेडी एल्बिडो उसे जबरदस्ती धक्का मार के पैसेंजर शिप के अंदर भेज देती है। सभी पायरेट्स सभी के सभी पैसेंजर्स को एक जगह पर आकर घेर लेते हैं और ये सारा कुछ ऑरेंज बाल वाली लड़की सुन रही होती है। और तभी ये अपने कपड़े बदल लेती है और रस्सी से झूलते हुए पायरेट्स की शिप के अंदर चली जाती है। ओ लड़की, तू कौन है? तुझे शिप में मैंने पहले तो कभी नहीं देखा। और तभी ये लड़की इसके मेन पॉइंट पर एक लात मार देती है और इसे बेहोश कर देती है। इस तरफ कोबी डरते डरते एक कमरे के अंदर आता है और उसी बैरल को देखता है और उसे धकेलते हुए लेडी एल्बिडो के पास लेकर जाने लगता है। पर तभी इसके साथी पायरेट्स यहाँ पर आ जाते हैं। ओए, इसे यहीं पर रख दे, हमें बहुत प्यास लग रही है। हट जा यहाँ से, भाग। कोबी डर जाता है और पीछे हट जाता है। एक मिनट रुको, मैं इसे अपने तरीके से खोलता हूँ। और इस बैरल के ऊपर एक पंच मारने लगता है और जैसे ही इसे तोड़ने वाला होता है तभी उस बैरल को तोड़कर कोई बाहर निकलता है और उसके पंच से ये पायरेट बेहोश हो जाता है। कितनी अच्छी नींद आई, मजा आ गया। और तभी इसकी नजर उस पायरेट पर जाती है जिसकी बत्ती गुल हो चुकी है और बेहोश पड़ा हुआ है। ये यहाँ पर क्यों रखा है? हमारा बंदा घायल कर दिया तूने, तेरी ऐसी की तैसी रुक तू। पर लूफी इन्हें पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। इस बंदे का नाम लूफी है। यार भूख लग रही है, कुछ खाना वगैरह मिल सकता है क्या? और गुस्से में तलवारें निकाल कर इस पर हमला करने लगते हैं। पर तभी लूफी बहुत आसानी से इन्हें एक ही झटके में हरा देता है और ये दोनों बंदे डर के यहाँ से भाग जाते हैं अपने कैप्टन को लेकर। खाने की तलाश में लूफी बेसमेंट के अंदर पहुंच जाता है जहाँ पर उसे कुछ एप्पल्स मिलते हैं। लूफी एप्पल्स खाने लगता है और लूफी कोबी से पूछता है कि ये शिप आखिर है क्या? हाँ, ये एक पैसेंजर शिप है जिस पर लेडी एल्विडा ने कब्जा कर लिया है। पर तुम आए कहाँ से हो? हाँ, दरअसल मैं एक तूफान में फंस गया था और वहाँ से बचते हुए यहाँ पर आ गया। हे कोबी, क्या तुम एक पायरेट हो? नहीं, दरअसल एक दिन मैं फिशिंग कर रहा था और एक दिन जबरदस्ती ये लोग मुझे किडनैप करके अपने साथ लेकर चले गए और उस दिन के बाद से मैं लेडी एल्विडा के लिए काम करता हूँ। हाँ तो कोबी, तुम उन्हें मना क्यों नहीं कर देते कि तुम्हें ये काम नहीं करना? तुम जानते नहीं हो उसको, वो मुझे मार डालेगी। कितने डरपोक हो तुम। चलो वो सब छोड़ो, आखिर तुम बनना क्या चाहते हो? अरे अच्छा, मैं, हाँ दरअसल मैं किंग ऑफ पायरेट्स बनना चाहता हूँ। दुनिया में जितने भी पायरेट्स हैं उन सभी का किंग। क्या? अबे तू पागल वागल है क्या? इसके लिए तो तुझे वन पीस खजाना ढूंढना पड़ेगा। तुम जानते भी हो कितना मुश्किल है वो। पागल वागल हो क्या? और तभी अचानक से यहाँ पर एक धमाका हो जाता है। तभी एल्विडा भी यहाँ पर आ जाती है और हमेशा की तरह कोबी से पूछती है, हाँ तो सबसे खूबसूरत लड़की कौन है इस दुनिया में? हाँ लेडी एल्विडा, आप ही तो। ओए कोबी, इस मोटी औरत के बारे में ही बात कर रहा था ना तू? ये सुनकर सभी पायरेट्स का मुंह खुला का खुला रह जाता है कि अब इस लूफी का क्या होगा। लेडी एल्विडा की इतनी बेइज्जती आज तक किसी ने नहीं की थी। तभी लूफी हवा में एक जंप लगाता है और एक पायरेट की मुक्का मार देता है और कोबी को अपने साथ ऊपर लेकर आ जाता है। लूफी अकेला है और सामने पायरेट्स की भरमार है। सभी पायरेट्स लूफी पर हमला कर देते हैं और लूफी भागने लगता है, पर लूफी उन सभी को हरा देता है अपने रबर जैसी बॉडी का यूज करके। तुम इंसान भी हो क्या? अरे दोस्त, मैं रबर का बना हूँ, ये देखो मेरा शरीर बहुत लचीला है। ओए लड़के, क्या तूने डेविल फ्रूट खाया है? सच बताइयो। द गम गम फ्रूट, मैंने उसे खाया था। और इस तरफ हम देखते हैं कि वो ऑरेंज बालों वाली लड़की पायरेट्स का सारा खजाना चुरा कर यहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है। वो भी समझ जाता है कि यही वक्त है हिम्मत दिखाने का। ए मोटी, तेरे जैसी बदसूरत औरत मैंने आज तक नहीं देखी। तू मोटी है, मोटी एक नंबर की। और गुस्से में आकर लेडी एल्विडा कोबी पर हमला करने लगती है, पर तभी लूफी बीच में आकर उसे बचा लेता है और लूफी लेडी एल्विडा को हरा देता है। लूफी नीचे बोट लेकर कूद जाता है और नीचे ये ऑरेंज बालों वाली लड़की भी यहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है। और इसके बाद लूफी और कोबी अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। लूफी कोबी से पूछता है, हंटर को जानते हो क्या? क्या तुम जोरो की बात कर रहे हो ना? हाँ उसी की। तुम जानते नहीं वो कितना खतरनाक है। अरे मैं जानता हूँ यार, मैं सोच रहा हूँ उसे अपनी टीम में ले लूं। अब इसके बाद ये दोनों नेवी बेस्ड सिटी में चले जाते हैं जहाँ पर जोरो को रखा गया है। क्या तुम सच में जोरो को अपनी टीम में शामिल करने वाले हो? अरे हाँ यार, क्यों नहीं। पागल मत बनो, वो दुनिया का सबसे खतरनाक तलवारबाज है। लोग उसे पायरेट हंटर के नाम से जाना करते हैं। वो इंसान के रूप में एक शैतान है। लूफी एक स्ट्रेंजर से पूछता है कि जोरो को कहाँ पर रखा गया है। ये सुनकर सभी लोग डर जाते हैं और लूफी से दूर भागने लगते हैं। और इसके बाद ये दोनों उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर जोरो को बंदी बनाकर रखा हुआ है और दोनों अपने सामने जोरो को देखते हैं जिसे एक लकड़ी से बांध रखा है। क्या इसके हाथ पैर हम खोल दें? अबे ओ पागल, वो खोलते ही तुझे जान से मार देगा। जोरो उन दोनों को देख रहा होता है और बोलता है, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। और तभी एक छोटी सी बच्ची दीवार को कूदकर जोरो के पास भागती चली जाती है और उसे खाने के लिए 2 राइस बॉल्स देती है। ए लड़की, चली जा यहाँ से, मुझे भूख नहीं है, तुझे लात मार दूंगा मैं, चली जा यहाँ से। और तभी 3 लोग यहाँ पर आ जाते हैं। एक राइस बॉल, हाँ, और उसे अपने पैरों से कुचल देता है। क्रिमिनल्स को खाना खिलाना एक जुर्म है और तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। लड़की, तुम जानती नहीं हो मेरा बाप कौन है। कैप्टन मॉर्गन का बेटा हूँ मैं। तुम दोनों सुनो मेरी बात, इस बच्चे को यहाँ से दूर फेंक दो। सर, ये तो एक छोटी सी बच्ची है। मानता है नहीं मानता मेरी बात को? और ये मोटा बंदा उस बच्ची को फेंकने ही वाला होता है, पर तभी लूफी उससे बचा लेता है और ये तीनों यहाँ से जाने लगते हैं। और जाते जाते जोरो बोलता है, 10 दिन बचे हैं ना मेरे पास, तुम देखना मैं तुम्हारा क्या हासिल करता हूँ। और तभी लूफी जोरो के सामने पहुंच जाता है। क्या वो राइस बॉल तुम मुझे दे सकते हो प्लीज? अरे यार, ये राइस बॉल तो पूरी तरह से
खराब हो चुका है। जितना बोला है उतना करो। और जोरो उस राइस बॉल को खा लेता है। खाने के लिए शुक्रिया तुम्हारा। ये देखकर लूफी समझ जाता है कि जोरो दिल का बुरा नहीं है। लूफी यहाँ से चला जाता है और उस लड़की को बताता है कि उसका राइस बॉल जोरो ने खा लिया है। और इसके बाद एक छोटी सी बच्ची बताती है भी कुछ दिन पहले ही कैप्टन मॉर्गन का बेटा गुंडागर्दी करने के लिए उनके होटल में पहुंच गया था। जोरो भी वहीं पर मौजूद था। ये देखकर जोरो को गुस्सा आ जाता है। तुम लोग और उनके पेट्स को परेशान कर रहे हो, सुधर जाओ। तुम जानते नहीं मेरा बाप कौन है? कैप्टन मॉर्गन का बेटा हूँ मैं, वो तुम्हें जान से मार देगा। और ये सब कुछ जोरो ने इस लड़की और उसकी मॉम डैड की और उसकी पेट की जान बचाने के लिए किया था। और इस तरफ हम जोरो को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा परेशान है और अपने पास्ट को याद कर रहा होता है, जहाँ पर जोरो है और एक नीले बालों वाली लड़की दोनों तलवारबाजी कर रहे होते हैं। और हमेशा की तरह ये नीले बालों वाली लड़की उसे हरा देती है। हाँ, तुम्हें और ताकतवर बनने की जरूरत है अभी। ये सब याद करके जोरो दुखी हो जाता है और बोलता है नहीं, मैं यहाँ पर नहीं मर सकता। दरअसल मैंने डिसाइड कर लिया है कि तुम मेरे क्रू में भर्ती होने वाले हो। तुम कौन हो तो डिसाइड करने वाले? मुझे याद है तुम तो तलवार से लड़ते हो ना। अगर मैं तुम्हारी तलवार तुम्हें वापस कर दूं तो क्या तुम मेरी टीम को ज्वाइन करोगे? नहीं करता, जा। अरे रुक जा, मैं अभी तेरी तलवार लेकर आता हूँ। तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। और तभी लूफी अपने हाथों को लंबा कर और दूसरी डायरेक्शन में जाने लगता है। ये देखकर जोरो हैरान रह जाता है। ये लड़का है कौन? ये इंसान है या क्या है? और इस तरफ हम कैप्टन मॉर्गन को देखते हैं और यहाँ पर एक स्टैचू को रस्सियों की हेल्प से उठाया जा रहा होता है। और तभी मॉर्गन का बेटा चिल्लाते हुए यहाँ पर आता है। पापा, एक बंदे ने मुझ पर हाथ उठाया। तो पिटने लायक ही है। मैं उम्मीद करता हूँ तूने उस छोटी बच्ची को मार दिया होगा, है ना? नहीं पापा जी, वो तो एक छोटी सी बच्ची थी ना, मैं उसे कैसे मार सकता था? कैप्टन मॉर्गन अपने सैनिकों को आदेश देता है। जल्दी जाओ टाउन में और उस छोटी सी बच्ची को मार गिराओ। और इस तरफ हम लूफी को देखते हैं जो कि जोरो की तलवार को ढूंढते हुए बेस की छत के ऊपर पहुंच जाता है। और लूफी हवा में उड़ते उड़ते कैप्टन मॉर्गन के सामने आ जाता है और उसे देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अबे ये हवा में उड़ते हुए कैसे आ रहा है? ये क्या है? और लूफी की वजह से उस स्टैचू का एक हिस्सा पूरी तरह से टूट जाता है। सॉरी पाजी, गलती से हो गया। ये सब देखकर कैप्टन मॉर्गन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इसे पकड़ो, मैं इसे मार डालूंगा। और तभी लूफी कैप्टन मॉर्गन के बेटे के सामने आता है। ओए जल्दी मेरे साथ चल। और जोरो की तलवार दे मुझे। और उसे लेकर यहाँ से भाग जाता है। और इस तरफ वो भी जोरो को खोल रहा होता है। और जैसे ही जोरो की रस्सी खुलने वाली होती है तभी यहाँ पर बहुत सारे सैनिक आ जाते हैं और उन पर बंदूक तान देते हैं। और इस तरफ लूफी कैप्टन मॉर्गन के बेटे को मारते मारते उसके कमरे में लेकर जाता है और उससे पूछता है कि जोरो की तलवार इनमें से कौन सी है। और इस तरफ जोरो के पास कैप्टन मॉर्गन भी पहुंच जाता है। नहीं, मैं यहाँ नहीं मर सकता। पायरेट्स गोली चलाने ही वाले होते हैं कि तभी लूफी हवा में से उड़ते हुए यहाँ पर आ जाता है। सभी पायरेट्स लूफी पर गोलियां बरसा देते हैं पर लूफी रबड़ का बना हुआ है और गोलियों का इस पर कोई भी असर नहीं होता है। और लूफी जोरो को उसकी तीनों तलवारें दे देता है और मॉर्गन लूफी की उस एबिलिटी को देखकर हैरान रह जाता है। अच्छा, तो ये है डेविल फ्रूट की ताकत, हाँ? दरअसल एक डेविल फ्रूट के अंदर अलग अलग तरह की रहस्यमय शक्तियाँ होती हैं। सुनामी लाने की शक्ति, आग उगलने की शक्ति, शरीर को रबड़ बना देने वाली शक्ति, जो कि लूफी के पास है, जो कि गम गम फ्रूट की वजह से हुआ है। लूफी ने गम गम फ्रूट खा लिया था, इसकी वजह से इसका शरीर एक रबड़ की तरह बन चुका है। लूफी जोरो की रस्सियां खोलने लगता है और तभी ये पायरेट्स इन पर हमला कर देते हैं। अबे ओ जल्दी से खोल दे इसे, मार देंगे ये। और जैसे ही जोरो की रस्सी खुलती है तो जोरो एक तलवार को अपने मुंह में रखता है और बाकी दो तलवारों को अपने हाथों में पकड़ लेता है और सभी पायरेट्स के आगे खड़ा हो जाता है। वाह, ये कितना कूल है। क्या बात है जोरो, कमाल ही कर दी। अगर तुम में से कोई भी हिला तो मारा जाएगा। ये बात सुनकर सभी के सभी लोग रोने लग जाते हैं क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि जोरो कितना ज्यादा खतरनाक है। ए लूफी, तुम्हें किंग ऑफ पायरेट्स बनना है ना? तुम्हारे ही तरह मेरा भी एक सपना है, दुनिया का सबसे बेहतरीन तलवारबाज बनना। और तभी लूफी जोरो को नीचे झुकने के लिए कहता है और अपनी टांगों को लंबी कर सभी पायरेट्स पर हमला कर देता है। भाई साहब, ये तुम कैसे कर लेते हो? लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, तुम लोगों के पास की कुछ नहीं। लूफी भागकर मॉर्गन के पास जाता है और उसकी कुल्हाड़ी जैसे हाथ पर हमला कर देता है। तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं हूँ नेवी का कैप्टन एक्स हैंड मॉर्गन। मॉर्गन अपने हाथ से लूफी पर हमला करता है पर लूफी हवा में जंप करके उसके अटैक को डॉज कर लेता है और उसे एक लात मारता है और मॉर्गन लुढ़कता हुआ पीछे जाकर गिरता है। ये देखकर कैप्टन मॉर्गन के सभी चेले हैरान रह जाते हैं। ये है कौन? और ये बच्चा हमारे कैप्टन को धो रहा है भाई, कमाल है। और तभी मॉर्गन का बेटा यहाँ पर आ जाता है और कोबी पर गन तान देता है। मेरे पापा को छोड़ दे वरना तेरा दोस्त नहीं बचेगा। अरे कोबी इतनी आसानी से डरने वाला नहीं है। साले में मर भी गया तो तुझे क्या फर्क पड़ेगा, साले लूफी। और जैसे ही लूफी अपने हाथ को एक्सटेंड करके मॉर्गन के बेटे को एक पंच मारने वाला होता है तभी मॉर्गन पीछे से खड़ा हो जाता है। पर तभी जोरो यहाँ पर आकर लूफी को बचा लेता है और मॉर्गन को मार देता है। मॉर्गन के सभी चेले बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि मॉर्गन ने जबरदस्ती इन सभी को अपना चेला बना रखा था और लिटरली जश्न मनाने लगते हैं। अब इसके बाद ये सभी लोग एक होटल के अंदर बैठे होते हैं और तभी कुछ नेवी ऑफिसर्स यहाँ पर आ जाते हैं। एक्सक्यूज मी, क्या आप लोग पायरेट्स हो? हम जानते हैं कि आपने इस जगह को मॉर्गन से आजाद किया है, हम आपके आभारी हैं, लेकिन हम नेवी वाले हैं, हम पायरेट्स को अपने शहर में रहने की इजाजत नहीं दे सकते। हाँ ठीक है, मैं समझता हूँ, लगता है हमें यहाँ से जाना चाहिए। और लूफी और जोरो यहाँ से चले जाते हैं। सर प्लीज मुझे भी नेवी में शामिल कर लीजिए। हाँ बच्चे, तुम जानते हो कि नेवी में कितनी परेशानी होती है, कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। आज से तुम्हें सारी मुसीबतों का सामना खुद ही करना पड़ेगा। और ये सुनकर को भी समझ जाता है कि उसे नेवी में एक्सेप्ट कर लिया गया है और नेवी के कमांडर को एक सैल्यूट करता है। और इस तरफ लूफी और जोरो बोट के पास पहुंच जाते हैं और जाने से पहले सभी नेवी वाले को भी इन दोनों को सैल्यूट करते हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि नेवी वाले पायरेट्स को सैल्यूट कर रहे हैं। क्या बात है लूफी। और लूफी और जोरो अपने सफर पर निकल जाते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किंग ऑफ पायरेट्स बनकर ही रहूंगा। मैंने एक आदमी से प्रॉमिस किया है कि मैं अपना खुद का एक क्रू बनाऊंगा और वन पीस खजाने को पाकर ही रहूंगा। इसके बाद हम 3 पायरेट्स को देखते हैं। क्या बात है, आज तो हमने बहुत बड़ा हाथ मारा है। हाँ, अब शायद से कैप्टन बगी हम पर गुस्सा नहीं होंगे। दरअसल ये तीनों कैप्टन बगी के क्रू के मेंबर्स हैं और कैप्टन बगी को इम्प्रेस करने के लिए इन्होंने कुछ खजाना वगैरह इकट्ठा कर रखा है। और तभी इनको सामने से एक बोट इनकी तरफ आती हुई दिखाई देती है और इस बोट के अंदर नामी होती है, वही ऑरेंज बालों
बालों वाली लड़की, तीनों अपनी बोट को उसके पास लेकर जाते हैं। ए लड़की उठ जा। आज समुद्र कितना तप रहा है ना, मैं लगभग बेहोश ही हो गई थी। क्या आप मुझे पानी दे सकते हैं? उसके बदले आप मेरा जितना चाहे खजाना ले सकते हैं। तीनों उस खजाने के पास आते हैं, पर जैसे ही उस खजाने को खोलते हैं तो उसमें कुछ भी नहीं होता है सिवाय एक टेडी के। और जैसे ही पीछे मुड़कर देखते हैं तो नामी इनकी बोट चुरा लेती है और सारा खजाना लेकर चली जाती है। और इस तरफ हम लूफी और जोरो को देखते हैं और तभी एक तेज हवा के झोंके से लूफी की हैट उड़ जाती है। लूफी अपनी हैट को देखकर चिल्लाता है, शैंक्स। और तभी हम एक आदमी का चेहरा देखते हैं जो कि लूफी को बोलता है, ये हैट मेरे लिए बहुत ज्यादा कीमती है लूफी। अब इसके बाद हम लूफी का पास्ट देखते हैं। लूफी और ये आदमी शैंक्स एक बार के अंदर बैठे होते हैं। शैंक्स, मुझे भी अपने साथ लेकर चलो ना यार, अपने अगले मिशन पर प्लीज। और तभी कुछ पायरेट्स यहाँ पर आ जाते हैं और बार के गेट को तोड़ देता है और ये पायरेट अंदर आकर बोलता है, हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, मुझे बस बहुत सारी शराब चाहिए। माफ करना, शराब खत्म हो चुकी है। हे बडी, आई एम सॉरी, सारी शराब मैंने और मेरे क्रू ने खत्म कर दी है। ये आखिरी बोतल बची है, मैंने इसे अभी तक खोला नहीं है, अगर तुम चाहो तो। और तभी ये पायरेट गुस्से में उस बोतल को तोड़ देता है एक मुक्का मारकर। मेरे सर के ऊपर 8 मिलियन बाउंटी है, एक बोतल से मेरा क्या होगा। और तभी ये पायरेट यहाँ पर मौजूद सभी ड्रिंक्स को तोड़ देता है। लगता है तुम्हें बहुत शौक है सफाई करने का, लो अभी से भी साफ करो। सबके सब डरपोक है और शराब भी नहीं है इनके पास। और ऐसा बोलकर यहाँ से चला जाता है। लूफी ये सब देख रहा होता है और बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। सर, आपको लगी तो नहीं? और तभी शैंक्स अचानक से हंसने लगता है और सभी पायरेट्स भी हंसने लगते हैं। और तभी लूफी गुस्से में बोलता है, तुम खुद को पायरेट बोलते हो? हाँ, वो इंसान तुम्हारी और तुम्हारे क्रू की बेइज्जती करके चला गया और यहाँ पर हंस रहे हो बैठे। अरे बच्चे, गुस्सा क्यों रहे हो? फ्रस्ट्रेशन में पास में पड़ा हुआ एक फ्रूट खाने लगता है। अरे बच्चे, तुम कुछ खा रहे हो? क्या खा रहे हो तुम? एक सेकंड, तुमने उस बक्से में पड़ा हुआ फ्रूट तो नहीं खा लिया? बाहर निकाली से बेवकूफ। जो अभी तुमने खाया उसे गम गम फ्रूट बोलते हैं और वो एक डेविल का फ्रूट है। अब तुम जिंदगी भर स्विमिंग नहीं कर पाओगे। लगता है इसकी बॉडी रबड़ की बन चुकी है। अब अगले दिन लूफी उसी आदमी के पास जाता है जिसने शैंक्स की बेइज्जती की थी और उससे माफी मांगने के लिए बोलता है शैंक्स से। और तभी वो बारटेंडर और इस आइलैंड का मेयर यहाँ पर पहुंच जाता है। सर, मैं नहीं जानता कि लूफी ने क्या किया है, पर इसने जो भी किया है प्लीज इस बच्चे को बख्श दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। मेयर, आपको इससे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, माफी तो ये मांगेगा। और तभी हम देखते हैं कि शैंक्स और उसका पूरा का पूरा क्रू यहाँ पर पहुंच जाता है। डरपोक लोग भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। हाँ? हे लूफी, तुमने कहा था ना कि तुम्हारा पंच किसी पिस्तौल की तरह तेज है। और तभी एक पायरेट शैंक्स के ऊपर बंदूक तान कर खड़ा हो जाता है। पर तभी शैंक्स का एक पायरेट यहाँ पर उस बंदे को ही उड़ा देता है और शैंक्स गुस्से में बोलता है, तुमने उस दिन मेरे ऊपर शराब गिराई थी, मैंने कुछ नहीं कहा, पर अगर कोई मेरे साथी को परेशान करेगा तो मैं चुप नहीं बैठने वाला और अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। और अपने सभी पायरेट्स को शैंक्स से लड़ने के लिए भेज देता है। और तभी शैंक्स का एक आदमी आकर सभी को बंदूक से उड़ा देता है। ये पायरेट देखता है कि इसका पूरा क्रू हार चुका है। ये देख कर ये बंदा डर जाता है और एक स्मोक बॉम्ब फेंक कर यहाँ से भाग जाता है। और जैसे ही धुआं हटता है तो हम देखते हैं कि इस बंदे ने लूफी को किडनैप कर लिया है। अबे, कहाँ लेकर चला गया वो लूफी को? उसको ढूंढ। और इस तरफ ये पायरेट लूफी को समुद्र के अंदर फेंक देता है और लूफी को ऐसे तड़पता हुआ देखकर ये पायरेट जोर जोर से हंसने लग जाता है। और तभी अचानक से इस आदमी के पीछे एक सी मॉन्स्टर आ जाता है और इस पायरेट और उसकी बोट को दोनों को खा जाता है। और तभी ये सी मॉन्स्टर लूफी को भी खाने ही वाला होता है, पर तभी शैंक्स यहाँ पर आकर लूफी को बचा लेता है। शैंक्स और ये सी मॉन्स्टर एक दूसरे को देखते हैं और शैंक्स को देखकर ये सी मॉन्स्टर भाग जाता है डरकर। लूफी रोने लग जाता है। अरे बच्चे, सब कुछ ठीक है, रो क्यों रहे हो? तुम्हारा शुक्रिया, पर तुम्हारा हाथ। शैंक्स का एक हाथ उस सी मॉन्स्टर की वजह से कट चुका है। अरे बच्चे, ये तो एक छोटी सी कुर्बानी थी तुम्हारे लिए। अब अगले दिन ये सभी लोग यहाँ से जाने लगते हैं और शैंक्स के यहाँ से जाने से पहले लूफी ने कहता है, तुम देखते जाओ, मैं एक दिन किंग ऑफ पायरेट्स बनकर रहूंगा और वन पीस के खजाने को जरूर हासिल करूंगा। अच्छा बच्चे, तो तुम हमको भी सरपास करने वाले हो? हाँ, गुड गुड। और शैंक्स लूफी के सर के ऊपर अपनी टोपी को डाल देता है। ठीक है बच्चे, ये टोपी आज से तुम्हारी है, तुम्हें इस टोपी का ख्याल रखना है। अलविदा मेरे दोस्त। और लूफी ये सारी बातें सुनकर रोने लग जाता है और जाते जाते शैंक्स अपने मन में सोचता है, लूफी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, एक दिन तुम जरूर किंग ऑफ पायरेट्स बनोगे। अब इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं और लूफी उस टोपी को पहन लेता है। जोरो को बहुत ज्यादा भूख लग रही होती है और लूफी अपने हाथों को एक्सटेंड करके किसी गुलेल की तरह खुद को एक चिड़िया के ऊपर फेंकता है। पर ये एक नॉर्मल पक्षी नहीं होती है, ये पक्षी एक मॉन्स्टर होती है और ये लूफी को पकड़ लेती है। लूफी उसकी चोंच में अटक जाता है। अबे गधे, तुझे पता नहीं चलता कि वो एक मॉन्स्टर है? क्या सोच रहा था तू है? अब मुझे तुझे बचाना पड़ेगा। और जोरो तेजी से उस बोट को चलाने लगता है लूफी को बचाने के लिए। और तभी हम इन तीनों पायरेट्स को भी देखते हैं जिन्हें नामी ने धोखा देकर समुद्र के अंदर मरने के लिए छोड़ दिया था। और जोरो इनकी हेल्प करने के लिए इन्हें अपनी बोट के अंदर ले लेता है। पर बोट पे चढ़ते ही ये तीनों जोरो को अपनी तलवार दिखाते हैं। ये बोट अब हमारी होती है, हम बगी के आदमी हैं। क्या कहा तूने? फिर से बोलियो। और जैसे ही ये तीनों देखते हैं कि ये जोरो है, ये तीनों बुरी तरह से डर जाते हैं और बोलते हैं, अरे सर, कैसे है जोरो? हमें माफ करना, हम तो मजाक कर रहे थे। हाँ ठीक है, पर ये कैप्टन बगी कौन है? अरे सर, आपको कैप्टन बगी के बारे में नहीं पता? उन्होंने एक डेविल फ्रूट खाया था और उसकी वजह से उनके पास जबरदस्त ताकत आ चुकी है। और इस तरफ हम नामी को देखते हैं जो कि एक मैप लेकर भाग रही है और इसके पीछे बहुत सारे गुंडे पड़ रखे हैं। और इस तरफ हम कैप्टन बगी को देखते हैं और देखता है कि लूफी एक पक्षी की चोंच के अंदर फंस रखा है। कैप्टन बगी, क्या हम इसे मार डाले? हाँ, इसे जितना जल्दी हो सके उड़ा दो। और कैप्टन बगी के ऑर्डर पर लूफी के ऊपर तोप चला दी जाती है और लूफी नीचे गिरने लगता है। पर लूफी को कुछ नहीं होता क्योंकि वो रबड़ का बना हुआ है। और तभी लूफी अपने सामने नामी को देखता है। अरे बॉस, आप आ गए, प्लीज मुझे बचा लो। तो कौन है और मुझे बॉस क्यों कह रही है? दरअसल ये नामी की ही एक चाल होती है ताकि इन गुंडों को लगे कि ये लूफी इसका बॉस है। और इस मौके का फायदा उठाकर ये लड़की यहाँ से भाग जाती है लूफी को फंसाकर। तू ही है ना इसका बॉस, अब तो हो गया बेटे। अरे यार, कुछ खाने को है क्या? और तभी इनमें से एक गुंडा लूफी की एक पंच मार देता है और लूफी की हैट दूर जाकर गिरती है। लूफी को इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उस पर एक जोरदार पंच मार देता है। अगर मेरी हैट को तुमने टच भी किया तो अगली बार तुम्हारी जान ले लूंगा। लूफी अपने हाथों को बड़ा करता है और अपनी गम गम पिस्टल का यूज करके इन तीनों पायरेट्स को हरा
हरा देता है। नामी ये सब एक छत के ऊपर खड़ी होकर देख रही होती है। क्या बात है, तुम तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। मेरा नाम नामी है और मैं एक चोर हूँ। मैं पायरेट्स को लूटती हूँ। क्या तुम मुझे अपनी टीम में ले सकते हो? नहीं, तेरे जैसी फालतू लड़कियों की हमें जरूरत नहीं। फिलहाल तो मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है यार। अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। क्या सच में? और इस तरफ हम कैप्टन बगी के हेडक्वार्टर्स के अंदर देखते हैं और इसका एक गुंडा इसे बताता है कि एक लड़की इनका मैप चुरा कर भाग गई है। और तभी गलती से कैप्टन बगी का एक आदमी इसकी नाक की मजाक उड़ा देता है, क्योंकि कैप्टन बगी की नाक बहुत ज्यादा बड़ी है और गोल मटोल सी है, किसी जोकर की तरह। क्या कहा तूने? फिर से कहियो जरा। भाई साहब ये तो गया भाई, ये नहीं बचता अब। और कैप्टन बगी बिना हाथ लगाए इस पायरेट की गर्दन को पकड़ लेता है और उसे हवा में उठा लेता है बिना हाथ लगाए। माफ करना कैप्टन बगी, आगे इससे ये गलती नहीं होगी। पर कैप्टन बगी उसे माफ कर देता है। और इस तरफ नामी लूफी को एक बर्गर खिलाती है और लूफी को बताती है कि इसके पास ग्रैंड लाइन का मैप है, वही लोकेशन जहाँ पर वन पीस का खजाना मौजूद है। क्या बात है, क्या तुम्हें नक्शा दिखना आता है? हाँ मुझे आता है, मैं एक स्किल्ड नेविगेटर हूँ। क्या बात है, हमें एक और क्रू मेंबर मिल गया। तो मैं अपनी क्रू में लूंगा। और तभी नामी खिड़की के बाहर देखती है और दो गुंडे नामी को पकड़ने की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि इसने कैप्टन बगी का वो ग्रैंड लाइन वाला मैप चुरा रखा है। और तभी नामी दिमाग लगाती है। ठीक है, मैं तुम्हारे क्रू में शामिल होंगी, लेकिन तुम्हें मेरी कुछ शर्तों को मानना होगा। हाँ, कौन सी शर्त? और इसके बाद नामी लूफी को रस्सी से बांध देती है। हाँ दरअसल मैं तुम्हें कुछ दूसरे पायरेट से मिलवाना चाहती हूँ। और अपना लूफी होता है एक नंबर का भला मानुस और उसकी बातों में आकर मान जाता है। और इस तरफ कैप्टन बगी बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है। जल्दी से उसे मेरे सामने लेकर आओ, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। और तभी नामी लूफी को पकड़कर उसके सामने लेकर चली जाती है और नामी कैप्टन बगी का मैप उसे लौटा देती है और बोलती है कि लूफी ने इस मैप को चुराया था। और कैप्टन बगी ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। क्या मैं आपका क्रू ज्वाइन कर सकती हूँ प्लीज? ठीक है, आज से तो मेरे क्रू में हो। यस, इन्हें बुद्धू बनाना कितना आसान होता है। इसके बाद मैं इसका सारा सामान लूट लूंगी। और इन सभी ने लूफी को एक पिंजरे के अंदर बंद कर दिया है और इस सभी लोग नामी के आने की खुशी में एक पार्टी रखते हैं। और तभी कैप्टन बगी बोलता है, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मेरी स्पेशल बगी बॉल को लाया जाए। और तभी एक बंदा इसकी स्पेशल बगी बॉल को लेकर आता है। नामी को समझ नहीं आता कि आखिर ये बगी बॉल है क्या। और तभी एक तोप के अंदर इस बगी बॉल को भरा जाता है और जैसे ही इस तोप को चलाया जाता है तो एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और टाउन में सभी के सभी घर तबाह होने लगते हैं। जोरो भी इस धमाके को नोटिस करता है। बहुत बढ़िया, इस बगी स्पेशल से और डेविल के फ्रूट की पावर से मैं जितनी भी ग्रैंड लाइन है उन सभी को कॉन्कर करूंगा। अरे नहीं नहीं, ये काम मैं करने वाला हूँ। अरे सर ये थोड़ा सा नादान है, इसके बस की कुछ नहीं है। हाँ तो ठीक है, आज अपनी वफादारी को प्रूव करने के लिए नामी आज लूफी को जान से मारेगी, वो भी इस स्पेशल बगी बॉल से। और कैप्टन बगी जबरदस्ती नामी को माचिस पकड़ा देता है और सभी पायरेट्स इसे चीयर अप करने लगते हैं। लगा दो, फूंक दो उसे। चकने फट्टे, अब बुढ़िया खड़ी क्या है, मार डाल उसको। पर नामी इस काम को करने के लिए राजी नहीं होती है, क्योंकि नामी एक चोर है, कोई किलर नहीं। और तभी कैप्टन बगी का एक क्लाउन उस माचिस को छीन लेता है और वो उस तोप में आग लगा देता है। नामी को इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा जाता है और अपनी जेब से एक हथियार निकालकर उस क्लाउन पर हमला करके उसे घायल कर देती है। नामी, ये कैसा बिहेवियर है, मुझे माफ करना। और कैप्टन बगी नामी को मारने के लिए अपने कुछ गुंडों को भेज देता है उसके पास और नामी उन गुंडों से फाइट करती है। और इस तरफ लूफी बहुत ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि इस पर एक तोप चलने वाली है। भाई पानी लेकर आओ यार, इसको बुझाओ कोई, मैं मरना नहीं चाहता। और तभी नामी उस तोप के पास जाती है और उस तोप को अपने हाथों से पकड़कर उस आग को बुझा देती है। पर इसकी वजह से नामी का हाथ जल जाता है और जोर से चिल्लाती है। ये देखकर लूफी हैरान रह जाता है कि नामी उसके लिए कितना कुछ कर रही है। दर्द हो रहा है। कैप्टन बगी के सभी पायरेट्स नामी पर हमला करने ही वाले होते हैं, पर तभी जोरो यहाँ पर पहुंच जाता है और नामी को बचा लेता है। और मिलकर एक लड़की पर हमला कर रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम कैसे मर्द हो? ये ऑरेंज बालों वाली लड़की, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। और सभी पायरेट्स जोरो को देखकर डर जाते हैं। जोरो अपने हाथों और मुंह में तलवार भर लेता है। मेरे आगे तुम्हारा ये 3 स्टाइल वाला हमला काम नहीं करने वाला। और तभी जोरो कैप्टन बगी का हाथ काट देता है और एक पैर भी। और कैप्टन बगी के सभी लोग हंस रहे होते हैं, क्योंकि जोरो के पेट के अंदर किसी ने तलवार घुसा दी है। और जैसे ही जोरो पीछे मुड़कर देखता है, एक कटा हुआ हाथ हवा में उड़ रहा है। वो हाथ कैप्टन बगी के पास वापस से चला जाता है और जुड़ जाता है। भाई साहब, ये कैसी भाई एबिलिटी है इसकी? चाप चाप, ये उसी फल का नाम है जो कि मैंने खाया था। साले बड़ी नाक वाले, तूने चीटिंग की है, तूने पीछे से उस पर हमला किया। अबे लूफी बेवकूफ, उसकी नाक के बारे में क्यों बोल रहा है? मरेगा भाई ये भी। कैप्टन बगी अपने हाथ को अलग करके लूफी पर हमला करता है। लूफी उसके हथियार को अपने दांतों में पकड़ लेता है। जोरो यहाँ से भाग जाओ। और जोरो कैप्टन बगी से फाइट करना शुरू कर देता है और लड़ते लड़ते जोरो अचानक से पीछे जाता है उस तोप के पास। हे डरपोक, भागते कहाँ हो, आकर मेरा सामना करो। जोरो उस तोप के पास जाता है और अपने हाथों से उठाकर उसे पीछे की साइड को कर देता है, जहाँ पर कैप्टन बगी खड़ा हुआ है। और अभी ये तोप कैप्टन बगी के ऊपर पॉइंट कर रही है और नामी उस पर आग लगा देती है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, कैप्टन बगी मारा जाता है। जोरो लूफी को यहाँ से लेकर जाने लगता है। लूफी, ये लड़की कौन है? हाँ जोरो, ये एक नेविगेटर है और आज से हमारी एक क्रू की मेंबर है। ये हमें रास्ता दिखाएगी ग्रैंड लाइन तक का। और जोरो का बहुत सारा खून बह रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि कैप्टन बगी मरा नहीं है। इन्हें क्या लगा कि मैं अपनी तोप से मारा जाऊंगा? हाँ मुझे क्या, तुम वहाँ पर हो? हाँ सर, मैं यहीं पर हूँ। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं जोरो का सर आपके पास लेकर आऊँ। हाँ ये बहुत ही अच्छा होगा, जल्दी जाओ। जोरो बहुत मुश्किल से लूफी को खींच रहा होता है। तभी नामी को याद आता है कि इस पिंजरे की चाबी उसके पास है। और जैसे ही इसे बाहर निकालती है तो यहाँ पर एक डॉगी इस चाबी को निगल जाता है। ये देखकर लूफी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। साले तेरी वजह से मैं फंस गया यहाँ पे, वापस दे उसको। और तभी इस टाउन का मेयर यहाँ पर आ जाता है और बोलता है, चाओ चाओ को परेशान मत करो। मेयर देखता है कि जोरो बुरी तरह से घायल है। मेयर जोरो की पट्टी वट्टी करता है और उसे सुला देता है। और मेयर लूफी और नामी से मिलता है और इन दोनों को बताता है कि इस कुत्ते का नाम है चाओ चाओ और इनके ठीक पीछे जो दुकान है ये 24 घंटे इसकी रक्षा करता है। ये दुकान इस कुत्ते के मालिक की थी, पर इस दुकान का मालिक मर चुका है और ये कुत्ता आज तक उसके इंतजार में यहाँ पर बैठा हुआ है। ये सुनकर लूफी बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। और तभी मोजी यहाँ पर
पर पहुंच जाता है। अरे ये तो मोजी है, बीस्ट टेमर मोजी यहाँ पर आ गया, भागो। और तभी लूफी के सर के ऊपर एक बहुत बड़ी परछाई आती है मेरा नाम है बीस्ट टेमर मोजी और मैं बगी का एक क्रू का मेंबर हूँ। और मोजी एक शेर के ऊपर बैठा होता है। मुझे बस ये बताओ कि जोरो कहाँ पर है, मैं उसका सर काटना चाहता हूँ। लेकिन लूफी उसे बताने से मना कर देता है कि जोरो कहाँ पर है और मोजी का लॉयन लूफी पर हमला कर देता है। चोचो बुरी तरह से पिट रहा होता है। मोजी इसे बुरी तरह से मारता है। चोचो अपने मालिक से बहुत ज्यादा प्यार करता था, उसकी हर एक काम में मदद करता था, चाहे गाड़ी खिंचवाने में हो, खाना बनवाने में हो, हर चीज में अपने मालिक का साथ देता था और अपने मालिक से बहुत ज्यादा प्यार करता था। इसलिए मरते दम तक अपने मालिक की दुकान की रक्षा करने के लिए डटा रहता है। चोचो खून से लथपथ होता है लेकिन फिर भी हार नहीं मानता और मोजी चोचो के मालिक की दुकान को जलाकर यहाँ से चला जाता है। मोजी पूरे शहर में जोरो को ढूंढने लगता है और तभी लूफी इनके सामने आ जाता है। मोजी लूफी पर हमला करता है पर लूफी अपने हाथों को बड़ा करके किसी जलेबी की तरह घुमाकर उस शेर के मुंह को पकड़ लेता है और उस शेर को भी गोल गोल घुमाकर उसको मार देता है। मैं तुझसे माफी मांगता हूँ। तुम्हारे माफी मांगने से उस कुत्ते का घर और उसकी मेमोरीज वापस नहीं आ जाएंगी और अब मैं तुम्हारे पिछवाड़े पर एक लात मारने वाला हूँ। तुमने बहुत गलत किया और उसे जमीन पर पटक देता है। और इस तरफ चोचो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि उसके मालिक की आखिरी निशानी जा चुकी है। नामी चोचो को देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। आखिर वो भी एक पायरेट था और तुम भी एक पायरेट हो। उस कुत्ते का सब कुछ छीन लिया। काश वो मोजी तुम्हें खा जाता। तुम पायरेट्स पे बिल्कुल भी दया नहीं है। और लूफी चोचो को एक पेट फूड देता है उसके मालिक की आखिरी निशानी के तौर पर। माफ करना मेरे दोस्त, मैं सिर्फ इतना ही बचा पाया। और चोचो उस पेट फूड को अपने मुंह में लेकर यहाँ से चला जाता है। गुड लक मेरे दोस्त, तुम्हारा सफर बहुत बढ़िया रहे। नामी ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि लूफी अच्छा बंदा है भाई, इतना भी बुरा नहीं है। लूफी बाकी पायरेट्स ऐसा नहीं है। और इस तरफ मोजी कैप्टन बगी के पास जाता है। माफ करना, मैं उसे हरा नहीं पाया, मैं फेल हो गया। तेरे से ये उम्मीद नहीं थी मुझे, एक बच्चे से पिट गया तू है। बगी बॉल्स को तैयार किया जाए, अब मुझे ही कुछ करना होगा। स्पेशल बगी बॉल का यूज करके हर तरफ तबाही मच जाती है और ये तीनों भी इस धमाके को नोटिस करते हैं। और शिट, उस घर में तो जोरो सो रहा था जो भी फटा। लगता है जोरो नहीं बचा होगा। पर तभी हम देखते हैं कि जोरो जिंदा होता है। अरे जोरो तुम जिंदा हो, शुक्र है। 40 साल लगा दिए मैंने इस टाउन को बनाने में, किसी अरे गहरे को इसे तबाह करने नहीं दूंगा। वो कैप्टन बगी नहीं बचेगा। अरे रुक जाओ, तुम एक बूढ़े इंसान हो, तुम कुछ नहीं कर सकते अभी। पर मेयर नहीं सुनता और कैप्टन बगी को मारने के लिए चला जाता है। अरे नामी यार चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा उसे। लूफी मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। और इस तरफ कैप्टन बगी की सेकंड बगी बॉल तैयार हो चुकी है। पर तभी मेयर यहाँ पर पहुंच जाता है। बगी दा जोकर बाहर आ जाओ, हिम्मत है तो आकर मुझसे लड़ो। लगता है ये बुड्ढा सठिया गया है। और कैप्टन बगी अपने कटे हुए हाथों से मेयर का गला दबाने लगता है और उस पर बगी बॉल को चलाने का ऑर्डर दे देता है। पर तभी लूफी यहाँ पर आकर मेयर को बचा लेता है। और अब मैं तुम्हारी पिछवाड़े पर एक किक मारूंगा जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था। तेरी ये सब बोलने की हिम्मत कैसे हुई, अब मैं तुझे बताता हूँ। मेयर बगी को देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसे मारने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। पर तभी लूफी मेयर के सिर के ऊपर एक जोरदार हमला करके उसे बेहोश कर देता है। साले ये क्या कर दिया तूने? अबे हमारी टीम का ये। अरे नामी यार चिंता मत करो, मैंने ये इनकी भलाई के लिए ही किया है। हाँ लूफी अच्छा ही किया तुमने। वैसे भी अगर कैप्टन बगी से भिड़ता तो मारा जाता। और साले इसके सिर पे के मारा, कहीं और मार देता। माफ करना। हे बड़ी नाक वाले कैप्टन बगी। कैप्टन बगी ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसके सारे क्रू मेंबर्स ये सुनकर हंसने लग जाते हैं। लूफी पागल है तू, मरेगा साले। कैप्टन बगी अपनी बगी स्पेशल को तैयार करता है। तो ठीक है ये भड़क चुका है, तुम लोग यहाँ से निकलो, मैं इसे दिखता हूँ। कैप्टन बगी अपनी बगी स्पेशल वेपन का यूज करके लूफी पर हमला कर देता है। पर तभी लूफी अपने पेट को गुब्बारे की तरह फुला लेता है और बगी स्पेशल को अपने पेट के अंदर लेकर वापस उसी के डायरेक्शन में फेंक देता है और उन पर एक जोरदार हमला कर देता है। पीछे नामी ये सब देखकर परेशान हो रही होती है। तो इंसान भी है कि क्या है तू साले लूफी? लगता है इस अटैक से इसका आधा करोड़ चुका है और शायद कैप्टन बगी भी। और तभी हम देखते हैं कि कैप्टन बगी मरा नहीं है, उसने 2 पायरेट्स को एक शील्ड की तरह यूज करके खुद को बचा लिया और मोजी भी जिंदा होता है। और यहाँ पर क्या हो रहा है? मैं जिंदा हूँ? कैप्टन बगी यही है वो बंदा, इससे बचकर रहना, ये बहुत खतरनाक है, ये रबड़ का बना है, अपने हाथ पैर बड़े कर सकता है। और तभी काबाजी नाम का एक और विलन यहाँ पर आ जाता है जिसने अपने हाथ में मोजी के लॉयन को पकड़ा होता है। तूने ये क्या हालत कर दी है मेरे शेर की? अरे मैंने इसे एक शील्ड की तरह यूज किया, मुझे माफ करना। मोजी का शेर बहुत ज्यादा घायल हो चुका है और गुस्से में काबाजी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी काबाजी इसे एक लात मार के उड़ा देता है और लगे हाथ लूफी भी इसे एक लात मारता है और मोजी दीवार में भिड़कर बेहोश हो जाता है। काबाजी कैप्टन बगी के पास आता है। सर मुझे एक मौका दीजिए प्लीज। तो ठीक है, अपना एक्रोबैट डांस दिखाओ इन सभी को। और तभी काबाजी अपनी एक साइकिल निकालता है और लूफी की तरफ आगे बढ़ता है एक तलवार लेकर। और जैसे ही लूफी को मारने वाला होता है तभी जोरो इसके सामने आ जाता है। तुम तलवार से लड़ते हो? हाँ आ जाओ, मुझसे लड़ाई करो। काफी खुशकिस्मत हूँ मैं कि तुमसे लड़ने का मौका मिला मुझे जोरो। काबाजी की नजर जोरो की घाव पड़ जाती है। तुम तो पहले से ही जख्मी हो, तुम कैसे लड़ोगे? मैं जख्मी होने के बाद भी तुम्हें हरा सकता हूँ। और तभी काबाजी अपने मुंह से आग उगलने लगता है और जोरो के गहरे घावों पर जानबूझकर हमला करता है। ये तो चीटिंग है, ये तो जोरो की घाव पर हमला कर रहा है। चीटिंग करते हो? हाँ कोई बात नहीं। काबाजी फिर से जोरो पर हमला करता है। अबे लूफी खड़ा क्या है, उसकी हेल्प कर ले जाके। काबाजी जोरो की तरफ एक आखिरी हमला करने के लिए आगे बढ़ता है पर तभी जोरो खड़ा हो जाता है और काबाजी जोरो के पेट में तलवार घुसा देता है। जोरो! और काबाजी उसी जगह पर तलवार घुसाता है जहाँ पर जोरो की चोट लगी हुई है। कोई बात नहीं, अब मैं तुझे दिखाऊंगा कि तुझ में और मुझ में क्या फर्क है। क्या बात है जोरो, बहुत कूल लग रहे हो। अगर मैं तेरे जैसे एक मामूली इंसान से हार गया तो मैं इस दुनिया में सबसे बेहतरीन तलवारबाज कैसे बनूंगा? मैं तुझे हरा कर ही रहूंगा। जोरो एक तलवार को अपने मुंह में रखता है और 2 तलवार अपने हाथों में पकड़ लेता है अपने 3 स्टाइल को यूज करने के लिए। पर नामी को इनकी फाइट में कोई इंटरेस्ट नहीं होता।
होता और कैप्टन बगी का खजाना ढूंढने के लिए बेसमेंट के अंदर जाने लगती है। काबाजी एक खतरनाक टेक्निक को यूज करता है, एक्रोबैट टेक्निक, द डांस ऑफ 100 कामिकाजे टॉप्स, और बहुत सारे लट्टुओं को जोरो की तरफ फेंकता है, लेकिन जोरो अपनी तलवार से सभी लट्टुओं को काट देता है। और तभी जोरो नोटिस करता है कि पीछे से कैप्टन बगी का हाथ और ऊपर से काबाजी भी उस पर तलवार लेकर आ रहा है, उस पर हमला करने के लिए। चीटिंग पर उतर चुके हो अब, हाँ कोई बात नहीं। पर तभी लूफी कैप्टन बगी के हाथ पर पैर रख देता है, जोरो की फाइट से दूर रहो, समझे। और इस तरफ नामी को कैप्टन बगी के खजाने में से ग्रैंड लाइन का मैप मिल जाता है और इस तरफ काबाजी जोरो को बुरी तरह से जख्मी कर देता है। मैं बहुत इंप्रेस हुआ, इतना बड़ा घाव है तुम्हारे पेट पर, फिर भी मुझसे फाइट कर रहे हो, क्या बात है। तुम्हारे बारे में मैंने जो भी सुना था वो सब कुछ सच निकला। काबाजी जोरो पर एक आखिरी बार हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी जोरो अपने स्पेशल अटैक ओनिगिरी को यूज करता है। ये अटैक बहुत ज्यादा खतरनाक है और जोरो काबाजी का सीना चीर देता है और इसका खेल यहीं पर खत्म हो जाता है और जोरो इसे हराने के बाद यहीं पर सो जाता है। और तभी कैप्टन बगी लूफी के सामने आ जाता है। अब तुम्हें खत्म करने के बाद मैं ग्रैंड लाइन जाऊंगा, हाँ मैं भी वहीं पर जाना चाहता हूँ, मुझे पायरेट्स का राजा बनना है। तेरी ये बातें और तेरी ये टोपी मुझे उसी लाल बाल वाले आदमी के बारे में याद दिला रही है। क्या लाल बाल वाला आदमी? क्या तुम उसे जानते हो? हाँ जानता हूँ, पर क्या फर्क पड़ता है, ये जानने के लिए अब तुम नहीं बचोगे। बगी अपने हाथ में बहुत सारी नाइफ्स को भर लेता है, अपने हाथ को अलग करता है और लूफी पर हमला कर देता है किसी चक्री की तरह घुमाकर। लूफी अपने हाथ को बड़ा करके उसके अटैक को डॉज करता है और अपनी गम पिस्टल का यूज करके जैसे ही बगी पर हमला करता है तो कैप्टन बगी अपनी गर्दन को ही अलग कर देता है और तभी बगी का चाकू वाला हाथ लूफी की तरफ फिर से आगे बढ़ता है। लूफी उसे डॉज कर लेता है, लेकिन इसमें उसकी हैट थोड़ी सी कट जाती है। यू बास्टर्ड, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तेरी हिम्मत कैसे हुई? तूने मेरी हैट को डैमेज कर दिया, अब तू नहीं बचेगा। कैप्टन बगी लूफी पर हमला कर देता है और उसकी टोपी के अंदर 3 छेद हो जाते हैं और लूफी को शैंक्स की याद आ जाती है। शैंक्स ने बहुत भरोसा करके लूफी को ये टोपी दी थी, ये उसके लिए बहुत ज्यादा कीमती है। अरे क्या टोपी है ये तेरी, मिस्त्रियों वाली? मुझे ये टोपी उसी की याद दिलाती है। तुम जानते भी हो ये किसकी टोपी है? ये शैंक्स की टोपी है, एक महान पायरेट की। तुम इस बात को कभी नहीं समझ सकते। बगी उस टोपी को नीचे पटक देता है। अच्छा तो तुम उससे शैंक्स की बात कर रहे हो? हाँ मैं जानता हूँ उसे, मैंने उसी के साथ ट्रेनिंग ली है पायरेट बनने की। हम 1 साल पहले एक साथ ही काम किया करते थे। और बगी लूफी की टोपी को कुचल देता है। शैंक्स एक महान आदमी था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लूफी कैप्टन बगी पर हमला कर देता है और उसे नीचे गिरा देता है। बता मुझे शैंक्स कहाँ पर है, तुझे यहीं पर मार डालूंगा वरना। मैं उस शैंक्स को कभी माफ नहीं करूंगा, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक उसे गाली देता रहूंगा। अब इसके बाद हम शैंक्स और बगी का पास्ट देखते हैं। शैंक्स और बगी आपस में लड़ रहे होते हैं। मैं जाऊंगा नॉर्थ पोल में, नहीं हम लोग साउथ पोल जाएंगे, समझ गया तू? और तभी पीछे से कैप्टन यहाँ पर आता है और इन दोनों के एक मुक्का मार देता है। किसे फर्क पड़ता है तुम लोग कहाँ जाने वाले हो, चलेगी तो मेरी है। सब लोग सुनो, लड़ाई का समय हो चुका है, सभी लोग तैयार हो जाओ। और एक एनिमी पायरेट शिप पर कैनन्स फायर करके हमला कर देते हैं और हमारी शिप और एनिमी शिप के बीच में एक फाइट शुरू हो जाती है। और तभी बगी को लड़ाई करते हुए एक एनिमी की पॉकेट के अंदर एक मैप मिलता है। ये एक ट्रेजर मैप होता है। क्या बात है, ये तो एक खजाने का नक्शा है। लगता है मुझे पता चल चुका है कि मुझे अपनी जिंदगी में क्या करना है। अब थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है। हे दोस्त, तुमने मुझे कभी बताया नहीं कि तुम्हें आखिर करना क्या है जिंदगी में? अरे हाँ यार, मुझे अपना एक क्रू बनाना है और पूरी दुनिया घूमनी है। क्या बात है, क्या तुमने डेविल फ्रूट के बारे में सुना है? अरे हाँ हाँ, हमें वो लूट में मिला है। उसे जो कोई भी खाता है उसके अंदर असीमित शक्तियाँ आ जाती हैं, अलग अलग तरह की। पर जो भी एक डेविल फ्रूट को खा लेता है तो समुद्र उससे नफरत करने लगता है और उस आदमी से तैरने की शक्ति छीन लेता है। कोई बेवकूफी होगा जो उसे खाएगा, पर मैं उसे बेच सकता हूँ। और अगली ही सुबह बगी उस डेविल फ्रूट को खा जाता है सभी के सामने। ओ अबे ये क्या कर दिया इसने, ये खा गया उसे। हे बगी, तुम्हें अपने शरीर के अंदर कुछ अलग लग रहा है क्या? अरे नहीं यार, मुझे तो कुछ भी अलग नहीं लग रहा, ये तो बस एक नॉर्मल फल था, कोई डेविल फ्रूट नहीं। मुझे तो पता ही था डेविल फ्रूट जैसा कुछ नहीं होता। पर थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं कि बगी ने असली फल को छुपा दिया था और उन सभी के सामने नकली वाला डेविल फ्रूट खाया था। और अब ये इस फल को 100 मिलियन बेरीज में बेचने वाला है और खुद का एक क्रू बनाएगा पायरेट्स का और उस ट्रेजर मैप की हेल्प से खजाने को ढूंढेगा। और तभी पीछे से शैंक्स यहाँ पर आ जाता है और हड़बड़ी में बगी उस डेविल फ्रूट को खा लेता है। हे बगी क्या हाल है? साले हालचाल के लगते हैं, तेरी वजह से मैंने डेविल फ्रूट खा लिया। और वो ट्रेजर मैप समुद्र के अंदर डूब जाता है। बगी उस मैप को बचाने के लिए समुद्र के अंदर डुबकी लगा देता है, पर जैसे ही समुद्र के अंदर कूदता है तो वो नोटिस करता है कि उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे और उसकी स्विम करने की एबिलिटी खत्म हो चुकी है। डेविल फ्रूट अपना काम करना चालू कर चुका है। हे बगी, तुम तैर क्यों नहीं रहे? तुम तो बहुत अच्छे स्विमर हो ना? और शैंक्स ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है बगी और समुद्र के अंदर कूद जाता है बगी की जान बचाने के लिए। और इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं। हाँ तो शैंक्स ने तुम्हारी जान बचाई? हाँ उसने मेरी जान बचाई, लेकिन मैं अपने प्लान में 10 साल लेट हो गया और पानी में ना सही जमीन पर तो मैं खजाना ढूंढ ही सकता हूँ। हे ऑरेंज बालों वाली लड़की, मेरा खजाना मुझे वापस दे। कैप्टन बगी अपनी आधी बॉडी से ही नामी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और हम देखते हैं कि इस तरफ लूफी ने कैप्टन बगी के टांगों के बीच में एक लात मार दी है और उसे रोक दिया है। इस तरफ गांव वाले बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं क्योंकि मेयर को गांव वापस आने में बहुत ज्यादा देर हो चुकी है और ये सभी लोग फैसला करते हैं कि ये लोग अब टाउन में जाकर खुद मेयर को वापस लेकर आएंगे। और इस तरफ कैप्टन बगी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि नामी ने उसका ट्रेजर चुरा लिया है और अपने सबसे पावरफुल अटैक फेस्टिवल का यूज करता है जिसमें उसकी बॉडी छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाती है। कैप्टन बगी नामी पर हमला कर देता है और चाकू से उस पर वार करने ही वाला होता है, पर तभी कैप्टन बगी को कुछ फील होता है और लूफी कैप्टन बगी के पैरों को पकड़कर उस पर गुदगुदी करने लगता है और फिर आखिर में उसके पैर पर एक जोरदार हमला कर देता है और कैप्टन बगी का वो आधा शरीर रोने लग जाता है। पर कैप्टन बगी अपने खजाने को अपने हाथों से पकड़ लेता है। छोड़ दे मेरे खजाने को, अब तुम मरोगी। पर तभी लूफी यहाँ पर आकर कैप्टन बगी के अटैक को फेल कर देता है और कैप्टन बगी का सारा खजाना उस थैले के कटने की वजह
वजह से नीचे बिखर जाता है। हे लूफी, शुक्रिया तुमने मेरी जान बचा ली। लूफी कैप्टन बगी पर गम का यूज करके उसे हवा में उड़ा देता है और कैप्टन बगी की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। पर लूफी अपनी हैट को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होता है क्योंकि उसकी हैट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। लूफी चिंता मत करो, मैं इस हेड को ठीक कर दूंगी। तुमने मेरी जान बचाई है। क्या सच में तुम इसे ठीक कर सकती हो? हाँ तुम चिंता मत करो, एक काम करो, ये वाला बैग तुम पकड़ो। और नामी आधा खजाना लूफी को दे देती है और उसे ग्रैंड लाइन का मैप भी दे देती है। ये लो लूफी, इसे तुम रखो। क्या बात है, ये लूफी जोरो के पास जाकर उसे एक थप्पड़ मारकर उठाता है। साले जोरो उठ जा, कितना सोएगा? ये देख हमें एक नई नेविगेटर मिली है, अब से ये हमारी टीम में है। अरे लूफी, मेरा बहुत खून बह चुका है यार, मैं चल नहीं सकता। और मेयर को ढूंढते ढूंढते गांव वाले यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ओए लड़के, हमारे मेयर कहाँ पर है? और तभी इन गांव वालों को मेयर मिल जाता है, पर मेयर की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। मेयर, आपकी हालत किसने की? माफ करना यार, इनकी हालत मैंने ही की है। सभी गांव वाले लूफी पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। क्या ये तूने किया? अब नहीं बचता तू। अबे लूफी क्या बोल रहा है? अरे भाई साहब, ये हमने जानबूझ कर नहीं किया, हमने इनकी जान बचाने के लिए सब किया था। अच्छा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम सभी लोग पायरेट्स हो? अरे नहीं नहीं, हम पायरेट्स नहीं है। हाँ, हम लोग पायरेट्स हैं, कोई तकलीफ है क्या? जैसा हमने सोचा वैसा ही हुआ। तुम पायरेट्स ही हो, हमारे मेयर पर हमला किया, तुम नहीं बचोगे। और ये सारी बातें सुनकर जोरो बहुत ज्यादा हंस रहा होता है। अरे यार लूफी, तू भी कमाल का यार। लूफी, इतना सच बोलने की क्या जरूरत है तुझे? मरवाएगा तो किसी दिन हमें। और लूफी जोरो को अपने कंधे पर उठाकर यहाँ से भागने लगता है और सभी गांव वाले इन तीनों के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। गांव वालों से बचते बचते ये लोग एक गली के अंदर पहुंच जाते हैं और तभी चोचो इनके सामने आ जाता है। चोचो इन तीनों को आगे जाने देता है, लेकिन उन्हें गांव वालों को वहीं पर रोक देता है। और डॉगी हट जा, वो लोग पायरेट्स हैं, उन्होंने हमारे मेयर पर हमला किया, वो उन्हें मार कर भागे हैं। हट जा चोचो, हमें जाने दे यार। लेकिन चोचो उन्हें नहीं जाने देता और उन पर लगातार भौंकता रहता है। और लूफी जाते जाते चोचो को शुक्रिया बोलता है। चोचो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। भागते भागते ये तीनों एक बोट के पास पहुंच जाते हैं और तभी वो तीनों पायरेट्स यहाँ पर आ जाते हैं, जिन्हें नामी ने बेवकूफ बनाकर उन्हें समुद्र में मरने के लिए छोड़ दिया था। ओए लड़के, ये खजाना हमारा है, इसे चुपचाप हमें दे दे। और ये कौन है? ओए उठ जा, मेरे को इग्नोर कैसे कर रहा तू है? जोरो गुस्से में इस बंदे को एक डेथ स्टीयर देता है। हाँ कौन है? पर जैसे ही देखते हैं कि ये जोरो है, ये तीनों बुरी तरह से डर जाते हैं। अरे माफ करना यार, गलती हो गई, मेरे मुंह से निकल गई, मेरी जुबान टूट गई। और इस तरफ मेयर जाग जाता है और गांव वाले मेयर को बताते हैं कि वो तीनों बच्चे इन्हें मार कर भाग गए हैं। मेयर ये सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तुमने उन्हें जाने क्यों दिया? उन्हें तो मैं बताता हूँ। और मेयर भगते भगते इन तीनों के पास जाता है, पर ये तीनों यहाँ से जाने लगते हैं। और जाते जाते लूफी पीछे मुड़कर देखता है कि मेयर किनारे पर खड़ा है। तुम तीनों, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। दादू, अपना ख्याल रखना, अपने पीछे तो देखिए जरा। और मेयर पीछे मुड़कर देखता है कि लूफी उनके लिए बहुत सारा खजाना छोड़कर गया है। पर नामी इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसने 5 मिलियन का सोना फ्री में इस मेयर को दे दिया है। लूफी तो पागल है क्या? अरे यार, उनका टाउन खराब हो गया था, उसे वापस बनाने के लिए पैसे तो लगते ना। और नामी गुस्से में लूफी का सर पानी के अंदर डुबाने लगती है। तुम मर साले, तू किससे काम कर रही है? अरे नामी, मुझे बाहर निकाल, मैं मर जाऊंगा, मुझे तैरना नहीं आता। लगता है इस सफर में बहुत मजा आने वाला है। अब अगली सुबह हम एक विलेज को देखते हैं और एक आदमी भागते भागते चिल्लाता है, पायरेट्स ने हम पर हमला कर दिया है, अपनी जान बचाकर भागो। इस बंदे का नाम है कैप्टन उसॉप। इस तरफ हम लूफी को देखते हैं और नामी बताती है कि ग्रैंड लाइन जहाँ पर ये लोग अभी जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक जगह है और जाने से पहले इन्हें बहुत सारे खाने और हथियारों की जरूरत पड़ेगी। पास में ही एक आइलैंड है, हम वहाँ पर जाकर कुछ हथियारों को ढूंढ सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है, वहाँ से हम थोड़ा मीट भी इकट्ठा कर लेंगे, बहुत भूख लग रही है। इस तरफ उसॉप बोलता है, पायरेट्स आ रहे हैं, अपनी जान बचाकर भागो। और तभी अचानक से हंसने लग जाता है। कैसा लगा मेरा मजाक? और तभी कोई इस पर बर्तन से हमला कर देता है और सारे गांव वाले हमेशा की तरह इसके पीछे पड़ चुके हैं। साले झूठे, यहाँ से भाग जा, अभी पिट जाएगा तू। आ गए ये लोग, आ जाओ, पकड़ने की कोशिश करो मुझे। सभी गांव वाले इसके पीछे पड़ जाते हैं, पर उसॉप हर बार की तरह कहीं पर छुपने में कामयाब हो जाता है और गांव वाले इसे नहीं ढूंढ पाते। उसॉप सो रहा होता है और तभी इसके 2 चेले यहाँ पर आ जाते हैं, पेपर और कैरेट, और इसका तीसरा चेला अनियन भागते हुए आता है। बॉस, एक बुरी खबर है, पायरेट्स ने हम पर हमला कर दिया है। क्या सच में? हाँ सर, ये बिल्कुल सच है, वो कैप्टन बगी के पायरेट्स है। मैंने उनके झंडे पर कैप्टन बगी का लोगो देखा था। ओह मैन, शिट। और इस तरफ जोरो, लूफी और नामी इस आइलैंड पर पहुंच चुके हैं और तभी जोरो अपनी तलवार निकाल लेता है। लूफी बचकर रहो, हमारे आसपास कुछ लोग हैं। और तभी कोई लूफी के पैरों पर हमला कर देता है और तभी सामने इन्हें उसॉप के बहुत सारे झंडे दिखाई देते हैं। वाओ, ये कितना कूल है, मुझे भी एक ऐसा चाहिए यार। हाँ, तो मैं हूँ कैप्टन उसॉप, इस विलेज का लीडर, और अगर तुम्हें यहाँ पर रहना है तो मेरे सामने अपना सर झुकाना होगा। मेरे पास कुल 80 मिलियन सोल्जर्स हैं, तुम नहीं बच सकते। नहीं, तुम झूठ कह रहे हो। शिट, ये लड़की तो बहुत तेज है, इसने मेरा झूठ पकड़ लिया। हाँ, तुम झूठ कह रहे हो, तुम्हारे पास सिर्फ 3 बच्चे हैं, छोटे छोटे है ना। और ये तीनों बच्चे नामी के डर से यहाँ से भाग जाते हैं और उसॉप लूफी और जोरो को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। मैं तुमसे कैसे जीतूंगा भाई, तुम तो दिखने में इतने डरावने हो, मुझे माफ कर देना। और लूफी और जोरो जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। लूफी इस बंदे को पहचान लेता है और बोलता है, एक सेकंड, तुम यासुब के बेटे हो ना, है ना? उसॉप पहाड़ से नीचे गिर जाता है। अब मेरे फादर को कैसे जानते हो? अब इसके बाद ये चारों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं कुछ खाने के लिए और लूफी उसॉप को बताता है कि इसके फादर शैंक्स के क्रू के एक मेंबर थे और एक बहुत अच्छे शार्प शूटर थे। हे दोस्त, तुम्हारा चेहरा बिल्कुल तुम्हारे फादर जैसा लगता है। अब इसके बाद हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं। लूफी उसॉप के फादर यूसॉप से बहुत ज्यादा इंप्रेस रहता था, उनकी शार्प शूटिंग स्किल्स की वजह से। वाओ, आप भी कैसे करते हो? बच्चे, ये कोई आसान काम नहीं है। मेरा एक बेटा है तुम्हारी ही उम्र का, उसका नाम उसॉप है। उसॉप, तुम्हारे फादर तुम्हारे बारे में बहुत बात करते थे। क्या तुम किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो हमें एक शिप दे सकता है? दरअसल हमें ग्रैंड लाइन तक जाना है और उसके लिए हमें एक बहुत बड़ी शिप चाहिए होगी। हाँ, मैंने सुना तो है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा मेंशन है, शायद हमें वहाँ
वहाँ पर कुछ शिप मिल जाए। अबे ओ उधर मत जाइयो, ठीक है ना भाई, मेरा हो गया, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अरे इसे क्या हो गया? और इसके बाद हम उसी मेंशन को देखते हैं। ये इस विलेज का सबसे बड़ा मेंशन होता है और यहाँ पर कुछ बॉडी गार्ड्स खड़े होते हैं और इस मेंशन के अंदर एक लड़की होती है जिसका नाम है मिस काया। उसॉप उस मेंशन के बाहर आ जाता है और एक सीक्रेट झाड़ियों के रास्ते से अंदर जाने की कोशिश करता है मिस काया से मिलने के लिए। काया को पता चल जाता है कि उसॉप यहाँ पर आ चुका है और दोनों एक दूसरे को देखते हैं। उसॉप, मुझे तुमसे मिलने की इजाजत नहीं है, पर मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। अरे इन सब की परवाह कौन करता है यार। और उसॉप इसे अपनी फेक बहादुरी की स्टोरीज सुनाया करता है, पर काया को नहीं पता कि ये एक नंबर का फट्टू इंसान है और सारी कहानियां झूठी हैं। और इस तरफ रेस्टोरेंट में ये तीनों नन्हे पायरेट्स पहुंच चुके हैं। तुम लोग सुनो मेरी बात, कैप्टन उसॉप कहाँ पर है? मुझे पता है वो तुम्हारे ही साथ थे। हाँ जल्दी से बता दो वरना हम तुम्हें मार देंगे। पर लूफी ने इग्नोर करता है और बोलता है अरे यार मस्त मीट था, तो मजा ही आ गया। मीट सुन के ये तीनों बच्चे डर जाते हैं। क्या मीट? लगता है ये खा गए हमारे कैप्टन को, अब हमारा क्या होगा? हम उसे मार कर खा गए। ये तीनों बच्चे बुरी तरह से डर जाते हैं। भाई क्या ये मजे ले रहे हैं इनके, बचाओ अभी ये तो राक्षस है। पर इन बच्चों को पता चल जाता है कि ये लोग मजाक कर रहे हैं और बच्चे इन तीनों को उसी जगह पर लेकर आ जाते हैं जहाँ पर उसॉप मिस काया से मिलने आता है, उसी ह्यूज मेंशन के पास। इतना बड़ा मेंशन, क्या बात है। पर उसॉप यहाँ पर करने क्या आता है? झूठ बोलने आते हैं। हाँ वो मिस काया को झूठी कहानियां सुनाते हैं और ये तीनों बच्चे ने बताते हैं कि मिस काया के पेरेंट्स लगभग 1 साल पहले एक बीमारी की वजह से मर चुके हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान रहती है। इसलिए उसॉप उनके साथ हंसी मजाक करने के लिए जाता है ताकि उसका मूड ठीक हो जाए। ये लड़की बहुत ज्यादा अमीर है पर उसके पेरेंट्स मर चुके हैं, इसलिए अकेले इस बड़े से घर में बहुत दुखी रहती है। क्या बात है, फिर तो सच में तुम्हारे मास्टर बहुत ज्यादा महान है। तो चलो ठीक है, उस मेंशन के अंदर जाते हैं शिप लेने के लिए। अरे क्या कर रहे हो? अंदर बॉडीगार्ड से बहुत सारे, वो तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। अरे कुछ नहीं होगा, मुझ पर भरोसा रखो। लूफी अपने हाथों को बड़ा कर लेता है और ये देखकर ये तीनों बच्चे डर जाते हैं। ये तो एक राक्षस है। और ये सभी लोग लूफी के हाथों को पकड़ लेते हैं। लूफी अपने हाथ छोड़ देता है और सभी लोग हवा में उड़ जाते हैं और इस मेंशन के अंदर आ जाते हैं। और इस तरफ काया नोटिस करती है कि आसमान में कुछ उड़ते हुए इनकी तरफ आ रहा है। उसॉप, वो आसमान में क्या आ रहा है? और उसॉप ऊपर देखता है और देखता है कि ये सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं। सभी जमीन पर गिर जाते हैं और बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। अरे क्या वो ठीक है? अरे काया चिंता मत करो, ये सभी लोग न्यू रिक्रूट्स हैं, मेरे क्रू में भर्ती होना चाहते हैं इसलिए यहाँ पर आए हैं। तुम चिंता मत करो, ठीक है? क्या सच में? क्या आप सभी लोग उसॉप की क्रू में भर्ती होने के लिए आए हो? अरे नहीं नहीं, दरअसल हम एक शिप और तभी काया का बॉडीगार्ड यहाँ पर आ जाता है। तुम सब बिना परमिशन के अंदर कैसे आ गए? इसके लिए तुम्हें सजा जरूर दी जाएगी। और इस तरफ हम एक स्ट्रेंजर को देखते हैं जो कि विलेज के अंदर आ चुका है और इसने अजीब से चश्मे पहन रखे हैं और ये बंदा मून वॉक करते हुए इस विलेज के अंदर एंटर करता है। और इस तरफ काया अपनी बॉडीगार्ड से बोलती है क्लाड हो रे, दरअसल ये लोग। मैम जरा एक मिनट, तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए? जी सर, दरअसल हमें एक बहुत बड़ी शिप चाहिए और तुम ऊपर। तुम कौन हो? अबे ओ, मेरा नाम कैप्टन उसॉप है, तमीज से बात कर। हाँ मैंने तुम्हारे बाप के बारे में सुन रखा है, तुम एक घटिया पायरेट के बेटे हो। ये सुनकर कैप्टन उसॉप को गुस्सा आ जाता है। क्लाड हो रे, तुम इस काया की दौलत के पीछे पड़े हो ना। मिस काया तुम्हारी औकात के बाहर है, तुम एक गरीब इंसान हो। बस करो क्लाड हो रे, अब इसी वक्त इससे माफी मांगो। माफी किस बात के लिए? इस घटिया इंसान से मैं माफी क्यों मांगू? शायद ये भी अपने बाप से नफरत करता होगा, तो मैं अभी तुम्हें जान से मार दूंगा। उसॉप नीचे कूद जाता है और क्लाडोरी के पास जाता है। अरे इतने गुस्से में क्यों? मैंने कुछ गलत थोड़ी कहा। उसॉप को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इसे एक जोरदार मुक्का मार देता है। मिस काया और लूफी ये देखकर हैरान रह जाते हैं। जैसा बाप वैसा बेटा। मुझे मेरे पापा पर गर्व है, वो एक पायरेट थे, समझे? मैंने आज तक बहुत झूठ बोले हैं लेकिन अपने फादर के बारे में कोई झूठ नहीं बोला। नहीं, सच तो ये है कि तुम एक घटिया पायरेट की घटिया बेटे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसॉप प्लीज उसे छोड़ दो, वो सिर्फ मेरी भलाई चाहता है, उसे माफ कर दो प्लीज। पर उसॉप रुक जाता है। हाँ रुक जाओ, अगर थोड़ी सी भी शर्म रह गई है तो यहाँ से चले जाओ। मैं आज के बाद यहाँ पर कभी नहीं आऊंगा, मेरी बहुत बेइज्जती हो चुकी है। साले स्टूपिड बटलर, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू पागल है क्या? लूफी रुक जाओ, ये हमारा मामला नहीं है, सब के सब निकलो यहाँ से। और इस तरफ मिस काया अपने कमरे में बैठकर रो रही है। क्लाडोरे काया के लिए खाना लेकर आता है और उसके पास आकर बैठ जाता है। मिस काया, आज भी उस दिन को मैं नहीं भूल पाया हूँ जिस दिन मैं इस घर में आया था। अब इसके बाद हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं और मिस काया के घर के बाहर एक भिखारी आता है और बोलता है मुझे वहाँ से निकाल दिया गया है जहाँ मैं काम करता था, मैं भूख से मर जाऊंगा, मेरी हेल्प करो प्लीज। उसे अंदर आने दो। और ये कोई और नहीं मिस काया के फादर होते हैं। सर ऐसे कैसे आने दें इसे, ये तो एक अनजान आदमी है, ये खतरा हो सकता है। नहीं, आज से हम इसे काम पर रखेंगे और अपने घर में एक बटलर की नौकरी देंगे। मिस काया, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अगर आपको कुछ हो गया तो आपके मम्मी पापा जिंदा नहीं है, इसलिए मुझे आपकी बहुत ज्यादा फिक्र होती है। पर यार तुम्हें उसॉप से फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है, उसॉप अच्छा इंसान है, दिल का बहुत साफ है। मुझे भी ऐसा ही लगता है मैम। और इस तरफ जोरो नामी और ये दोनों बच्चे बैठे होते हैं पर लूफी कहीं पर चला गया है और तभी इन बच्चों का तीसरा साथी अनियन भागते भागते आता है। दोस्तों एक अजीब सा आदमी हमारे विलेज में आ रहा है, वो देखो वो आदमी आ गया। ये बंदा मून वॉक करते करते इनके पास आता है। Hey you, why are you calling a weird man? I'm an awesome man, okay? अबे ये आइटम कौन है? तू है कौन बे? Yes, I'm an hypnotist. अच्छा तो हमें हिप्नोटाइज करके दिखा चल। Don't be dumb, you will get hypnotized for sure. हाँ हाँ ठीक है, करके दिखा। और ये बंदा इन तीनों को हिप्नोटाइज करने लग जाता है पर हिप्नोटाइज करते करते ये आदमी इन तीनों के साथ साथ खुद भी बेहोश हो जाता है। सही है भाई, कमाल का बंदा है ये। जोरो को ये देखकर बहुत अजीब लगता है। क्या आदमी है ये, पागल वागल है क्या? अबे दूसरों को हिप्नोटाइज करना था, खुद हो गया। ओए उठ जा। इस तरफ हम उसॉप को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा दुखी है और समुद्र के किनारे बैठा हुआ है और तभी लूफी यहाँ पर आ जाता है। हे उसॉप, उस आदमी ने जो भी कहा हो पर मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे फादर एक महान पायरेट थे। हाँ मुझे उन पर गर्व है, वो एक बहुत महान पायरेट थे। उसॉप, क्या अब तुम उस लड़की के पास कभी नहीं जाओगे? जा सकता हूँ अगर वो बटलर मुझसे माफी मांग ले तो। अरे ओ, ये तो वही बटलर है ना। और तभी हम नीचे देखते हैं कि बटलर यहाँ पर आ चुका है और इसके साथ एक और आदमी है। अरे लूफी छुप जा, ये बटलर यहाँ पर क्या कर रहा है? और ये दूसरा आदमी कौन है इसके साथ? इसे मैंने पहले तो कभी नहीं देखा। और नीचे बटलर इस हिप्नोटिस्ट से बोलता है, इस बंदे का नाम है जांगो द हिप्नोटिस्ट। उम्मीद है तुमने सारी तैयारी कर ली होगी। यस ऑफ कोर्स, आई हैव डन एवरीथिंग। द रिच गर्ल असैसिनेशन
असैसिनेशन प्लान। दरअसल इनका प्लान है मिस काया को मारना। मिस काया को मारने का प्लान बना रहे हैं। हे जांगो, इसे मर्डर मत कहो, इससे एक एक्सीडेंट बोलो, ठीक है ना? किसी को भी हम पर शक नहीं होना चाहिए। यस ऑफ कोर्स, इट विल बी लाइक एन एक्सीडेंट। लूफी और उस सब की सारी बातें सुनकर हैरान रह जाते हैं। ओके ठीक है, तो प्लान के अकॉर्डिंग तुम उसके मरने से पहले उसे हिप्नोटाइज करोगे और उससे एक नोट लिखवाओगे जिसमें लिखा होगा कि मैं अपनी सारी की सारी संपत्ति बटलर क्लाहाडोर के नाम कर रही हूँ, समझे ना? और उसके बाद मैं उसकी सारी संपत्ति का मालिक बन जाऊंगा। मुझे पूरे 3 साल लग गए उस लड़की का ट्रस्ट हासिल करने में। मैंने अपनी जिंदगी के 3 साल एक बटलर बनकर जिए। दरअसल ये बंदा 3 साल एक पायरेट था और इसका एनकाउंटर होने वाला था, लेकिन ये किसी तरह से वहाँ से बचकर भाग गया। 3 साल पहले ये बंदा कैप्टन कुरो नाम से मशहूर था। ये ट्रोली यार कुरो, मुझे इस नाम से मत पुकारो, ये नाम मैं 3 साल पहले ही छोड़ चुका हूँ। गवर्नमेंट भी इस मामले में कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि वो लड़की खुद वो नोट लिख कर जाएगी मेरे लिए। सारी संपत्ति मेरी हो जाएगी और हमें पता चलता है कि इस बंदे ने ही मिस काया की सारी फैमिली को मारा है संपत्ति हासिल करने के लिए। ऑलराइट, सो टुमारो वी विल किल दैट गर्ल, ओके? जस्ट गिव मी अ सिग्नल एंड आई विल कम। और इस तरफ लूफी और उसप ये देखकर हैरान रह जाते हैं। यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लूफी, ये कैप्टन कुरो है, ये 3 साल पहले मर चुका है और सभी को लग रहा है कि अभी भी मर चुका है और ये लोग कल काया को मारने वाले हैं और इसकी सारी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने वाले हैं। हमें कुछ करना होगा यार, काया कल मारी जाएगी इन लोगों की वजह से। मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं, बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। और तभी लूफी खड़ा होकर चिल्लाकर बोलता है, हे तुम लोग, अगर तुमने उस लड़की को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा। अबे ओ लूफी, पागल गया, उन्होंने देख लिया हमें। अरे अरे सर, हम तो यहाँ से जा रहे थे, बस हमने कुछ नहीं सुना। और नीचे कैप्टन कुरो जांगो से बोलता है, तुम्हें पता है ना क्या करना है? यस आई नो व्हाट आई हैव टू डू। जांगो अपनी हिप्नोटाइज वाले डिवाइस को बाहर निकालता है। लूफी, उस हथियार की तरफ मत देखियो। लेकिन लूफी फिर भी उस हथियार को देखता है और जांगो लूफी को हिप्नोटाइज कर देता है। लूफी आसानी से हिप्नोटाइज हो जाता है, लेकिन जांगो भी इसमें हिप्नोटाइज हो जाता है। तुम्हारी ये आदत अभी तक नहीं गई, हाँ? लूफी नीचे गिर जाता है पहाड़ से। ओह मैन, आई डिडंट मीन टू किल हिम, आई थिंक ही डाइड। ठीक है, कल हमारा प्लान चालू होगा। कल मिस काया का मर्डर हो जाएगा और वो मर्डर बिल्कुल एक्सीडेंट की तरह लगेगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। उस सॉप ये सुनकर गांव की तरफ दौड़ता है और भागते भागते रोने लग जाता है। ये बहुत बुरा हुआ मिस काया। और उस सॉप को काया के साथ बिताई हुई कुछ मेमोरीज याद आती हैं। कुछ दिन पहले उस सॉप मिस काया से मिलने गया था उसका मूड ठीक करने के लिए, पर मिस काया उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती थी। अपने काम से काम रखो, समझे? यहाँ से चले जाओ। पर उस सॉप जबरदस्ती से कहानियां सुनाने लगता था और सुनते सुनते मिस काया हंसने लग जाती थी और उसका मूड पूरी तरह से ठीक हो जाता था। उस सॉप रोते रोते ये सारी बातें सोच रहा होता है, अगर मैं आज मिस काया को नहीं बचा पाया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। और इस तरफ हम नामी, जोरो और उन सभी बच्चों को देखते हैं जो कि उसप के आने का इंतजार कर रहे हैं। अरे यार, कहाँ रह गया ये लूफी? दरअसल जब हमारे मास्टर बहुत ज्यादा उदास होते हैं तो वो समुद्र के किनारे चले जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि उसप भागते हुए यहाँ पर आ रहा है। ये रहा उसप। पर ये अकेला क्यों आ रहा है? लूफी कहाँ है? उसप, लूफी कहाँ पर है? पर उसप इन सब की बातें नहीं सुनता और तेजी से इन सभी को इग्नोर करते हुए विलेज की तरफ जाने लगता है। ये इन्हें क्या हो गया? उसप विलेज के अंदर पहुंच जाता है और विलेज में जाते ही सभी को चिल्लाकर वार्न करता है, सबके लिए एक बुरी खबर है, यहाँ से भाग जाओ, कल सुबह बहुत सारे पायरेट्स आकर इस विलेज को तबाह करने वाले हैं, सभी लोग भाग जाओ। और तभी बहुत सारे विलेजर्स अपने घर से बाहर आ जाते हैं अपने हाथ में झाड़ू और अलग अलग तरह के हथियार लेकर और उसप पर गुस्सा करते हैं। एक और झूठ, हाँ? कितना झूठ बोलते हो तुम? आज तुम नहीं बचने वाले, तो 1 नंबर का झूठा है। अगर तू क्लाहाडोरे होता तब मैं तेरी बातों पर यकीन कर लेती, क्योंकि वो आदमी हमेशा सच कहता है। उसप ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि इन सभी को रियलिटी का अंदाजा भी नहीं है। और इस तरफ मिस काया के मेंशन को देखते हैं जहाँ उसका एक और बटलर उसके लिए एक स्पेशल चश्मे लेकर आता है। आपने जैसा मंगवाया था बिल्कुल वैसा ही लेकर आया हूँ, क्या ये किसी के लिए गिफ्ट है मैडम? हाँ, ये क्लाहाडोरे के लिए है। कल उसे पूरे 3 साल पूरे हो जाएंगे इस घर में आए हुए। मैं उसे एक तोहफे के रूप में से देना चाहती हूँ। और इस तरफ उसप की बातों पर किसी को भी यकीन नहीं हो रहा होता है। मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बातों पर यकीन करो, मैं कसम खाता हूँ, इस बार सच बोल रहा हूँ। पर कोई भी इसकी बातों पर यकीन नहीं करता है और उसप यहाँ से भाग जाता है। और इस तरफ उसप के चेले नामी और जोरो को उसी जगह पर लेकर आ चुके हैं जहाँ पर अक्सर उसप आया करता है। और यहाँ पर इन्हें लूफी की हैट दिखाई देती है और नामी नीचे खाई की तरफ देखने लगती है, गिर मत जाना, ये बहुत गहरी है। और तभी नामी जैसे ही नीचे देखती है तो उसे पहाड़ी के नीचे लूफी दिखाई देता है। वो देखो, वो रहा लूफी। लूफी को बेहोश देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं और इन सभी को लगता है कि लूफी मर चुका है। पर तभी इन्हें खराटों की आवाज सुनाई देती है। अरे यार, ये आदमी कमाल का है, इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी सो रहा है। ओए लूफी उठ जा, क्या मस्त नींद आई, गुड मॉर्निंग। और इस तरफ उसप उसी सीक्रेट रास्ते का यूज करके मिस काया के घर में घुसने की कोशिश करता है। खिड़की पर एक पत्थर मारता है, मिस काया खिड़की को खोलती है और उसप को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तुम्हारा शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए उसप, मुझे लगा था कि तुम वापस कभी नहीं आओगे। काया मेरी बात सुनो, तुम्हारा वो बटलर कल तुम्हें मार देगा, तुम्हें यहाँ से अभी इसी वक्त जाना होगा। ये कैसा जोक है उसप? ये कोई जोक नहीं है, क्लाहाडोरे एक पायरेट है और अपने क्रू के साथ कल पूरे विलेज पर हमला करने वाला है और तुम्हारी सारी संपत्ति खुद रख लेगा। वो तुम्हारे पैसे के पीछे पड़ा है, वो कल सुबह तुम्हें जान से मार देगा, तुम्हें अभी इसी वक्त यहाँ से जाना होगा। तुम झूठ बोल रहे हो, ये नहीं हो सकता। और तभी मिस काया का वही बटलर यहाँ पर आ जाता है और ये बटलर एक गन निकाल लेता है। उसे छोड़ दो। पर उस सॉप मिस काया को लेकर यहाँ से नीचे कूद जाता है और तभी मिस काया के बॉडीगार्ड्स यहाँ पर पहुंच जाते हैं। पर उस सॉप अपनी गुलेल का यूज करके इन सभी को ढेर कर देता है और मिस काया को लेकर भागने ही लगता है कि तभी
मिस काया इसे एक जोरदार चांटा मार देती है। ये पहली बार था जब मिस काया ने उसॉप पर कभी हाथ उठाया था। तुम बहुत ही घटिया इंसान हो। मैं गोली चला दूंगा, मिस काया से दूर हट जाओ। नहीं, रुक जाओ। और वो गोली उसॉप के हाथ पर जाकर लग जाती है। उसॉप घायल हो जाता है और तभी सभी विलेजर्स यहाँ पर पहुंच जाते हैं जो कि उसॉप को ढूंढ रहे थे। वो रहा, वो जल्दी से जाकर उसे पकड़ लो। उसॉप यहाँ से भाग जाता है। मिस काया बेहोश हो जाती है लेकिन बटलर इसे संभाल लेता है। और इस तरफ हम कैप्टन कूरो की शिप के ऊपर देखते हैं। कल हम पूरे विलेज पर हमला कर देंगे और मिस काया की सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। ये सुनकर सभी क्रू मेंबर्स बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और इस तरफ उसॉप बहुत ज्यादा उदास होता है और उसॉप इस विलेज को छोड़कर जाने लगता है। पर तभी इसके वही तीनों चेले यहाँ पर आ जाते हैं। कैसे हो तुम लोग? लूफी, नामी और जोरो भी यहाँ पर आ जाते हैं और उन्हें देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि लूफी अभी तक जिंदा कैसे है? ये तो उस पहाड़ी से नीचे कूद गया था भाई। साले तू जिंदा कैसे है अभी तक? हाँ, दरअसल मैं अभी भी नींद से उठा हूँ। हमें सब कुछ पता चल चुका है। चलो सभी को पायरेट्स के बारे में बताते हैं। सबको बता देते हैं। क्या बता देते हैं सबको? हाँ, ये सब मजाक था, कोई पायरेट वायरेट नहीं आने वाला। लूफी ये सब कुछ देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि ये सब कुछ मजाक नहीं था। उसने अपने कानों से सब कुछ सुना था और इसके तीनों चेले यहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है। मेरी बातों पर कोई यकीन नहीं करता क्योंकि मैं एक झूठा इंसान हूँ। क्या सच में वो पायरेट्स नहीं आने वाले? हाँ, वो आएंगे, कोई बात नहीं। कल वो पायरेट्स आएंगे तो मैं उनसे अकेला ही लड़ूंगा, अपने पूरे विलेज को बचा कर रहूंगा। तो अकेला कैसे लड़ेगा? हाँ, हम लोग तेरे साथ हैं। हम भी तुम्हारे साथ लड़ेंगे। अब इसके बाद ये सभी लोग मिलकर प्लान करना शुरू कर देते हैं कि लोग आइलैंड और टाउन पर आने वाले सभी रास्तों को ब्लॉक कर देंगे, जिसकी वजह से पायरेट्स यहाँ पर आ ही नहीं पाएंगे और अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए चल पड़ते हैं। और इस तरफ हम मिस काया के मेंशन को देखते हैं जहाँ पर क्लाहडोरे दूसरे बटलर से पूछता है, मिस काया कहाँ पर है? हाँ, वो सो रही है। दरअसल वो उस सब कह रहा था कि आप एक पायरेट हो। कितना बेवकूफ है ना वो। कितना सफेद झूठ बोलता है। ये झूठ नहीं, ये सच है। मैं असल में एक पायरेट हूँ और आज मैं मिस काया को मारकर उसकी सारी प्रॉपर्टी हड़पने वाला हूँ। और ऐसा बोलकर क्लाहडोरे उस दूसरे बटलर पर हमला कर देता है और ये बटलर बुरी तरह से घायल हो जाता है। और क्लाहडोरे सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर मिस काया के रूम में जाने लगता है और रूम में पहुंचने के बाद क्लाहडोरे अपनी खून से सनी हुई तलवारों को मिस काया के गले के ऊपर रख देता है। और क्लाहडोरे मिस काया को मारने ही वाला होता है। क्यों ना इस लड़की को उस झूठे के सामने मारा जाए, बहुत मजा आएगा इसमें। और ये सोचकर क्लाहडोरे मिस काया को थोड़ी देर के लिए छोड़ देता है। और इस तरफ हम लूफी, नामी और जोरो को देखते हैं जहाँ पर उन सभी ने टाउन में आने वाले हर एक रास्ते पर एक लेप बिछा दिया है और ऑयल के बैरल का यूज करके पूरे रास्ते को चिपचिपा कर दिया है ताकि कोई भी यहाँ पर आ ही ना सके। और ये सभी पायरेट्स का इंतजार करने लगते हैं। पर इंतजार करते करते सुबह हो जाती है पर पायरेट्स यहाँ पर आते ही नहीं है। इन तीनों को समझ में नहीं आता कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, ये पायरेट्स आ क्यों नहीं रहे। और तभी उस सबको याद आता है कि इस रास्ते के अलावा नॉर्थ की साइड भी एक रास्ता है जहाँ से वो पायरेट्स आ सकते हैं। ये सुनकर नामी बहुत ज्यादा डर जाती है। अरे भाई, हम भी तो उसी रास्ते से आए थे। वहाँ पर हमारी शिप और खजाना भी रखा हुआ है। अरे यार, वो खजाना वो चुरा लेंगे। हमें जल्दी से नॉर्थ की तरफ जाना होगा। लूफी नॉर्थ की तरफ निकल पड़ता है और इससे पहले कि जोरो यहाँ से निकल पाता, नामी अपने ही ऑयल ट्रैप में फंस जाती है और अपने आप को बचाने के लिए जोरो को उस लेप के अंदर फंसाकर वहाँ से भाग जाती है। ये लड़की, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं नामी। और इस तरफ हम उस सबको भागता हुआ देखते हैं जो कि बहुत तेजी से नॉर्थ की तरफ जा रहा है। और इस लूफी को रास्ता नहीं मिल रहा होता भाई नॉर्थ का। इसे यही नहीं पता कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट होता क्या है और रास्ता भटक जाता है। और इस तरफ उस सब नॉर्थ की तरफ पहुंच जाता है और ये बंदा अकेले ही आया है और अब इसे अकेले ही उन पायरेट्स का सामना करना पड़ेगा। वो सभी पायरेट्स उस सब पर हमला कर देते हैं और उस सब हिम्मत करके उन सभी पायरेट्स से कहता है, मेरा नाम है कैप्टन उसप और मेरे पास 100 बिलियन से भी ज्यादा सोल्जर्स हैं। वो सभी लोग तुम्हें मसल के रखेंगे। उसप का ये झूठ सुनकर वो सभी पायरेट्स हंसना शुरू कर देते हैं। कितना बेहुदा झूठ बोल रहे हो। 100 मिलियन पायरेट्स। हाँ, झूठ बोलने से पहले एक बार सोच तो लिया करो भाई। सर, हमें यहाँ पर एक खजाना मिला है। वो खजाना मेरा है और एक शर्त पर मैं तुम्हें वो खजाना दे सकता हूँ अगर तुम इस टाउन को छोड़ देते हो। और उस सब के इस झूठ को भी ये सभी लोग पकड़ लेते हैं। हम कोई सौदागर नहीं है, समझे ना। अगर नहीं दोगे तो हम छीन लेंगे तुमसे। और तभी नामी यहाँ पर आ जाती है और उस सब को एक डंडा मारती है जिसकी वजह से उस सब उछलते हुए आगे जाकर गिरता है। तुमने मुझे क्यों मारा? हाँ, साले, मेरा खजाना है वो, ठीक है ना। अपना खजाना बता रहा है उसे और मुझसे बिना पूछे मेरा खजाना किसी को दान कैसे कर सकता तू है? शर्म वरम नहीं है तुझे? ये दोनों आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं और इनकी लड़ाई के बीच में जोंगो अपने पायरेट से कहता है कि तुम सभी लोग टाउन की तरफ जाओ और उसे तबाह करना शुरू करो। और ऑर्डर सुनते ही ये सभी लोग टाउन की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। पर इससे पहले कि ये लोग उस रास्ते से जाते, दोनों मिलकर पूरी की पूरी जगह पर निंजा स्टार्स बिछा देते हैं जिसकी वजह से ये पायरेट्स वहीं पर रुक जाते हैं। और इस तरफ हम जोरो को देखते हैं जो कि तलवारों की हेल्प से आखिरकार उस ऑयल ट्रैप को पास कर लेता है जिसमें नामी इसे फंसा कर गई थी। और इस तरफ नामी और उसप डट कर उन पायरेट्स का सामना करते हैं पर ये पायरेट्स जैसे तैसे करके उस ट्रैप से बाहर निकल कर आगे बढ़ने लगते हैं। ये देखकर उसप पीछे हटकर इन पर हमला करने की सोचता है पर जैसे ही ये पीछे मुड़ता है तो देखता है कि नामी ने पीछे भी ट्रैप बिछा रखे हैं। और तभी पीछे से एक पायरेट आकर उसप के ऊपर हमला कर देता है और उसप बुरी तरह से घायल हो जाता है। पर इसके बावजूद उसप हार नहीं मानता और उस पायरेट का पैर पकड़ लेता है, प्लीज उस टाउन को छोड़ दो। हाँ, और तभी एक दूसरा पायरेट उसप की गर्दन उड़ाने की कोशिश करता है एक तलवार की हेल्प से। पर नामी सही समय पर वहाँ पर आकर उस पायरेट को रोक लेती है। पर इन पायरेट्स की संख्या ज्यादा होने की वजह से नामी भी ढेर हो जाती है और ये सारे पायरेट्स फिर से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। उसप एक और पायरेट का पैर पकड़ लेता है पर तभी वो पायरेट इस पर एक जोरदार किक मारता है और उसप दूर जाकर गिरता है। और उसप अपनी आंखें बंद करके इस टाउन के साथ जुड़ी अपनी सारी की सारी यादों को याद करने लगता है। अपने चेलों को याद करता है, अपने टाउन के लोगों को याद करता है और मिस काया को भी। आज ये टाउन तबाह होने वाला है, मैं
क्या करूं? और अपनी यादों को याद करके जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि सभी पायरेट्स हवा में उड़ रहे हैं और इन्हें हवा में उड़ाने वाला कोई और नहीं बल्कि लूफी और जोरो हैं। दोनों बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं। नामी, तूने मुझे उस ट्रैप में फंसाया, हाँ? इसके लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। और लूफी उसप से कहता है, उसप भाई कम से कम ये तो बताना था कि नॉर्थ है कहाँ पे, हाँ? और इस तरफ हम क्लाहादोरी को देखते हैं जो कि कहीं पर जा रहा होता है और इस तरफ जांगो अपने सभी के सभी पायरेट्स को हिप्नोटाइज कर देता है और उन सभी की ताकत को बढ़ाने की कोशिश करता है। पायरेट्स बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं और इस शहर को तबाह करने के लिए निकल पड़ते हैं। लूफी को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और सीधा उन सभी पायरेट्स पर हमला कर देता है अपने बहुत सारे पंचेस का यूज करके और सभी पायरेट्स को ढेर कर देता है। दरअसल ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि जब जांगो इन सभी को हिप्नोटाइज कर रहा था तो लूफी भी हिप्नोटाइज हो गया और उन सभी पायरेट्स को हराने के बाद सीधा जांगो की शिप की तरफ आगे बढ़ने लगता है और उसकी शिप को उठाने की कोशिश करता है। और तभी शिप का वो पार्ट जहाँ से लूफी ने इस शिप को पकड़ा हुआ था वो पार्ट ही टूट जाता है और टूट के लूफी के हाथ में आ जाती है और पायरेट्स पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी जांगो फिर से हिप्नोटिज्म यूज करता है और लूफी को सुला देता है। सभी पायरेट्स उस पार्ट में फंस जाते हैं और इस तरफ मिस काया अपने बटलर को देखती है जो कि बहुत ज्यादा घायल है। बटलर, तुम्हें क्या हुआ? हाँ, मिस काया, उसप झूठ नहीं बोल रहा था। सच में क्लाहाडोरे आपको मारना चाहता है। वो आपकी प्रॉपर्टी को हड़पना चाहता है। आप यहाँ से जल्द भाग जाइए। और इस तरफ जांगो देखता है कि उसके सभी के सभी पायरेट्स धराशायी हो चुके हैं और अपने दो स्पेशल वेपन्स को बुलाता है, मियाओ ब्रदर्स को। और ये दो बिल्ली जैसे दिखने वाले आदमी होते हैं। जाओ और इस जोरो को हरा दो, इसे जान से मार डालो। और ये दोनों भाई जोरो पर हमला कर देते हैं। जोरो से उसकी स्वॉर्ड्स को छीन लेते हैं और बिना स्वॉर्ड्स के जोरो इनसे नहीं लड़ पाता और बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। और जोरो को ऐसे पिटता हुआ देखकर नामी थोड़ी हिम्मत करके उसकी स्वॉर्ड्स को उठाने की कोशिश करती है ताकि उन्हें जोरो को दे सके। पर इससे पहले कि नामी उन स्वॉर्ड्स को उठा पाती, जांगो यहाँ पर आकर नामी को बुरी तरीके से घायल कर देता है। तभी क्लाहाडोरे भी यहाँ पर पहुंच जाता है। आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है, हाँ? तुम्हें इतना समय क्यों लग रहा है? तुमसे ये छोटे छोटे बच्चे नहीं संभाले जाते, हाँ? अगर तुमने और समय बर्बाद किया तो मैं तुम सभी को मार डालूंगा। क्लाहाडोरे की इस धमकी को सुनकर मियाओ ब्रदर्स क्लाहाडोरे से कहते हैं, मास्टर, आप पिछले 5 सालों से बटलर का काम कर रहे थे ना? वही हम पिछले 5 सालों से समुद्र में रहकर लड़ाइयाँ कर रहे थे। अब इस हिसाब से हमारे पास आपसे ज्यादा शक्तियाँ हैं तो हमें आपसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। और ऐसा बोलकर ये मियाओ ब्रदर्स क्लाहाडोरे पर हमला कर देते हैं। पर क्लाहाडोरे एक ही झटके में इन दोनों को हरा देता है, जिसका मतलब है कि क्लाहाडोरे भले ही पिछले 5 सालों से लड़ा नहीं किसी से, पर इसकी स्किल्स में कोई भी फर्क नहीं आया है। ये बंदा अभी भी बहुत ज्यादा ताकतवर है। और इन दोनों की बहस के बीच में नामी थोड़ी सी हिम्मत करके इतनी ज्यादा घायल होने के बावजूद भी जोरो को उसकी स्वॉर्ड्स वापस लौटा देती है। और जैसे ही ये स्वॉर्ड्स जोरो के पास आती हैं, जोरो अपनी 3 स्वॉर्ड्समैन की फॉर्म में आ जाता है और सीधा मियाओ ब्रदर्स पर हमला कर देता है और इन दोनों को पलक झपकते ही हरा देता है। पर तभी उसकी नजर जांगो पर जाती है जो कि घायल पड़े मियाओ ब्रदर्स में से एक को हिप्नोटाइज करके उसकी मेंटल और फिजिकल एबिलिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। ये देखकर जोरो भी इससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और नामी ये देखकर समझ जाती है कि बिना लूफी के ये लोग अभी नहीं जीत सकते, इसलिए लूफी को जगाने के लिए भागने लगती है। जांगो इसे देख लेता है और समझ जाता है कि अगर लूफी उठ गया तो इन लोगों की हार पक्की है। इसलिए जांगो नामी की तरफ एक जोरदार हमला करता है। इस हमले को देखकर जोरो भी घबरा जाता है क्योंकि उसे पता था कि ये हमला जानलेवा है। नामी लूफी को उठाने की पूरी कोशिश करती है पर तभी नामी की नजर अपने पीछे आते हुए उसी हमले पर जाती है। नामी को लगता है कि अब ये नहीं बचने वाली, पर तभी लूफी उठ जाता है और लूफी अपने दांतों से ही इस ब्लेड को तोड़ देता है। अरे यार, मैं सो रहा था, मुझे उठा के दिया। इधर मरने वाले हम सब लोग, उठ जा चुप करके। और तभी मिस काया भी यहाँ पर आ जाती है। मिस काया को देखकर क्लाहाडोरे बिना रुके सीधा उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। पर जैसे ही इस पर हमला करने लगता है, उस सब सामने आकर मिस काया को बचा लेता है और क्लाहाडोरे का वो हमला सीधा उस सब पर जाकर लग जाता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। ये देखकर मिस काया को बहुत गुस्सा आता है और अपनी पॉकेट में से एक गन को निकालकर क्लाहाडोरे पर तान देती है। मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगी क्लाहाडोरे, तुमने ये अच्छा नहीं किया। और क्लाहाडोरे बड़ी चालाकी से मिस काया को इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। कैसे आपके पिता के मरने के बाद पिछले 3 सालों से मैं आपकी देखभाल कर रहा हूँ मिस काया, आपने और मैंने कितने सारे अच्छे लम्हे बिताए हैं और आप मुझे ही मारना चाहती हैं। और ये सब बातें कहते हुए क्लाहाडोरे मिस काया के हाथ से उस गन को छीनने लगता है। और जैसे ही मिस काया को शूट करने लगता है, लूफी बिना किसी देरी के क्लाहाडोरे को एक पंच मार देता है और ये बंदा यहीं पर ढेर हो जाता है। अब क्लाहाडोरे के बेहोश होने के बाद तीनों पायरेट्स जो कि उस सब के छोटे पायरेट्स हैं, ये सीधा क्लाहाडोरे को मारना शुरू कर देते हैं। पर तभी ये बंदा जाग जाता है, पर ये इन तीनों बच्चों को कुछ नहीं कहता और सीधा उस सब पर हमला करके उसे दूर धकेल देता है। क्लाहाडोरे लूफी से पूछता है, क्या तुमने कोई डेविल फ्रूट खाया है? हाँ, मैंने खाया है, जिसका नाम गम गम फ्रूट है और मैं एक रबड़ का बन चुका हूँ। पर इस तरफ जोरो और मियाओ ब्रदर्स के एक बंदे के बीच में खतरनाक लड़ाई होनी शुरू हो जाती है और ये देखकर क्लाहाडोरे जांगो को ऑर्डर देता है, मिस काया को मार दो और साथ में इन तीनों बच्चों को भी, पर उसे मारने से पहले उसकी प्रॉपर्टी सिग्नेचर्स लेना मत भूलना। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। और जांगो मिस काया और इन तीनों बच्चों को अपने स्पिनर रोलिंग, जिसका यूज करके ये लोगों को हिप्नोटाइज करता है, उससे हमला करता है। पर इससे पहले कि हमला करता, उस सब उसे पीछे से गुलेल से मारता है, जिसकी वजह से इन तीनों बच्चों और मिस काया को जंगल में भागने का समय मिल जाता है। और इस तरफ जोरो ने भी उस मियाओ ब्रदर को हरा दिया है और उस सब को पकड़कर जंगल की तरफ जाने लगता है। पर क्लाहाडोरे इसे रोकने की कोशिश करता है, पर सही समय पर लूफी इस पर हमला कर देता है और जोरो और उस सब मिस काया और उन तीनों बच्चों को बचाने के लिए जंगल की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। और लूफी और क्लाहाडोरे के बीच में फाइट होनी शुरू हो जाती है और हम देखते हैं कि क्लाहाडोरे लूफी को बहुत कड़ी टक्कर दे रहा होता है, पर लूफी भी हार नहीं मानता है और इसके साथ डट कर फाइट करता है। और इस तरफ मिस काया और इन तीनों बच्चों को भागते हुए देखते हैं और जांगो इनके पीछे पूरे जंगल के पेड़ को काटते हुए आगे बढ़ रहा होता है। इसका मकसद इन सभी को मारना है और पीछे से जोरो और उस सब भी आ रहे होते हैं और इस तरफ ये चारों एक जगह पर आकर छुप जाते हैं। तुम तीनों यहाँ से भाग जाओ, वरना मेरी वजह से तुम लोग भी मारे जाओगे। नहीं, हम नहीं जाएंगे।
जाएंगे। हम बहादुर पायरेट्स हैं, हम कायर नहीं हैं। हम आपको बताएंगे मिस काया। और इस तरफ लूफी क्लाहाडोरी की बहुत बुरी हालत कर देता है। सच बोलूं तो मुझे नहीं लगा था एक छोटा सा बच्चा इतना ज्यादा ताकतवर हो सकता है। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें भी मार दूंगा और तुम्हें मारने के बाद मैं इस क्रू को भी मार दूंगा और उस नासमझ ज़ैंगो को भी। तुम सबके मारे जाने के बाद मेरा ये राज हमेशा राज ही रहेगा कि मैं क्लाहाडोरे नहीं पायरेट कूरो हूँ। यार तुम कितने बकवास कैप्टन हो ना, तुमसे अच्छा तो वो उसॉप है। और लूफी के मुंह से अपना कंपैरिजन उसॉप से होता हुआ देखकर कैप्टन कूरो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। आखिर वो ना समझ मुझसे ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है? हाँ देखो, मुझे उसॉप की पावर के बारे में नहीं पता, पर मुझे इतना जरूर पता है कि उसकी लीडरशिप तुमसे तो बहुत ज्यादा बेहतर है। तुमने पिछले 5 सालों से अपने क्रू को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिया। क्लाहाडोरे को एक जोरदार पंच मारता है और उसे चट्टान के अंदर भरीच देता है। और जैसे ही ये बाहर निकलता है तो ये बंदा अपनी अब तक की सबसे ज्यादा खतरनाक टेक्निक का यूज करता है। इस टेक्निक का यूज होता हुआ देखकर इसके क्रू मेंबर्स भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? एक बच्चे के लिए इतना खतरनाक हमला, इससे तो ये पूरी जगह तबाह हो जाएगी। और उस टेक्निक का यूज करके कैप्टन कूरो हवा की तेजी से इन सभी पर हमला कर पाता है। सभी पायरेट्स घायल हो जाते हैं और ये बंदा लूफी पर भी हमले करता जा रहा था। लूफी कंसंट्रेट करता है और कैप्टन कूरो की तेजी को समझने लगता है कि आखिर किस तेजी से इधर से उधर जा रहा है और सही समय का वेट करके कैप्टन कूरो को पकड़ लेता है और उसे पकड़कर उठाकर नीचे फेंक देता है। और कैप्टन कूरो जैसे तैसे उठ के लूफी से कहता है, तुमने मेरी टेक्निक को पूरा नहीं होने दिया, जिसकी वजह से मेरे क्रूमेट्स पूरे तरीके से नहीं मर पाए। उनके शरीर पर जो घाव हैं, उन पर जैसे जैसे हवा लग रही है वो बहुत ज्यादा तड़प रहे हैं। तुम बहुत ज्यादा निर्दयी हो लूफी। चलो तुम चिंता मत करो, तुम्हें ये सब कुछ ज्यादा देर नहीं देखना होगा क्योंकि मैं तुम्हें इससे ज्यादा बदतर मौत देने वाला हूँ, पर इतनी आसानी से नहीं, तड़पा तड़पा कर। और इस तरफ ज़ांगो ने उन तीनों बच्चों को ढूंढ लिया है और एक बच्चे को गले से पकड़कर उसे इंटेरोगेट करते हुए मिस काया के बारे में पूछने लगता है। और इस बच्चे को ऐसे तड़पता हुआ देखकर मिस काया ज्यादा देर तक नहीं छुपी रह सकती और ज़ांगो के सामने आ जाती है। इन्हें छोड़ दो। हाँ ठीक है, मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी क्लाहाडोरे के नाम कर दूंगी और उसके बाद तुम मुझे मार भी सकते हो, बस उन बच्चों को छोड़ दो। और मिस काया के ऐसा कहने के बाद ज़ांगो उन बच्चों को छोड़ देता है और ज़ांगो मिस काया से सारे के सारे प्रॉपर्टी पेपर्स पर साइन करवा लेता है। और साइन होते ही मिस काया का गला पकड़ लेता है, उसे मारने की कोशिश करने लगता है। पर तभी जोरो यहाँ पर पहुंच जाता है। उसे छोड़ दो, लगता है तुम्हारा दोस्त यहाँ पर आ चुका है, मुझे ये सब जल्दी खत्म करना होगा। और उसॉप एक गुलेल का यूज करके ज़ांगो के ऊपर एक हमला करता है और मिस काया को बचा लेता है। और इस तरफ कूरो और लूफी अभी तक लड़ रहे हैं। लूफी इसके सिर के ऊपर एक जोरदार हमला करता है और कूरो वहीं पर धराशायी हो जाता है। और इस तरफ टाउन के अंदर सभी विलेजर्स उसॉप के आने का इंतजार कर रहे थे। पूरे 2 दिन हो चुके थे लेकिन उसॉप अभी तक नहीं आया था टाउन में। उसके बिना लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि टाउन के लोग उसॉप से नफरत नहीं करते हैं। और इस तरफ उसॉप इन सभी का शुक्रिया अदा करता है इस टाउन को बचाने के लिए। अगर तुम सब नहीं होते तो आज ये पूरा टाउन तबाह हो जाता, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और उसॉप इन तीनों बच्चों का भी शुक्रिया अदा करता है। और एक फ्लैशबैक को देखते हैं जब उसॉप पहली बार इन तीनों बच्चों से मिला था, कैसे इन लोगों ने एक दूसरे के साथ दोस्ती की थी। और उन सभी लम्हों को याद करते हुए, तो अब मेरे जाने का समय आ चुका है, मैं लूफी, नामी और जोरो के साथ एक सफर पर जाना चाहता हूँ और अपने पिता की तरह एक पायरेट बनना चाहता हूँ। उसॉप के यहाँ से जाने की खबर सुनते ही ये तीनों बच्चे रोना शुरू कर देते हैं और उसॉप इन तीनों को रोता हुआ देखकर खुद भी रोना शुरू कर देता है। और इस तरफ एक रेस्टोरेंट में मिस काया इन तीनों से मिलने आती है। आप सभी ने मेरे लिए इतना कुछ किया, इस एहसान के बदले मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने आप सभी के लिए एक प्रेजेंट तैयार करवाया है। मुझे उम्मीद है आपको वो पसंद आएगा। और इस तरफ उसॉप एक बहुत बड़ा सा बैग पैक करके घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है, पर ये बैग इतना ज्यादा बड़ा था कि ये बंदा दरवाजे के अंदर ही फंस जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस काया ने इन तीनों को एक पूरी की पूरी शिप ही प्रेजेंट के तौर पर दे दी है। ये देखकर ये तीनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। ये शिप फॉरेन में बनाई गई है और ये किसी भी तरह की लहर को सहन कर सकती है। ये शिप मिस काया ने स्पेशली आप सभी के लिए डिजाइन करवाई है। और इस शिप के अंदर मैंने आप सभी के लिए खाना, कपड़े, पानी वगैरह सब कुछ सारी सुविधाओं की उपलब्धि करवाई है ताकि आपको सफर में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। और तभी उसॉप भी लुढ़कते लुढ़कते यहाँ पर आ जाता है और लूफी और जोरो इसे रोक लेते हैं। इसके बाद मिस काया और उसॉप अकेले में कुछ बात करते हैं। हम बहुत ही जल्द फिर से मिलेंगे मिस काया। सफर से वापस आने के बाद मैं आपको इस बार असली की कहानियां सुनाऊंगा। हाँ उसॉप, तुम्हारा शुक्रिया। और इसके बाद ये सभी लोग अपने नए सफर के लिए निकल पड़ते हैं और वो तीनों बच्चे भी इन सभी को जाते हुए देखते हैं। और उसॉप की याद में ये बच्चे आखिरी बार पूरे टाउन में चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि पायरेट्स आ गए हैं, बिल्कुल जैसे उसॉप करता है। और काया भी डिसाइड करती है कि एक डॉक्टर बनेगी। अब हमारे हीरोज के पास एक नई शिप आ चुकी है और साथ ही में एक नया क्रू मेंबर जिसका नाम है उसॉप। और लूफी अपना एक फ्लैग डिजाइन कर लेता है। हमारे पास सब 4 लोग हैं तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ये कैसा मार्क है भाई? एक पायरेट का फ्लैग डर को दर्शाता है और मुझे तुम्हारे टैलेंट से डर लग रहा है लूफी। कर दी ना छोटी बात। हाँ, इसके बारे में मुझे बताना चाहिए था। मैं पिछले 50 सालों से इस काम को कर रहा हूँ। 50 साल? तो फिर तो तुम एक बूढ़े आदमी होने चाहिए थे भाई, झूठ बोल रहा है तू है, शर्म नहीं आती तुझे? उसॉप एक डिजाइन तैयार करता है पर ये किसी को भी पसंद नहीं आता और ये सभी लूफी का ही फ्लैग डिसाइड कर लेते हैं और इस शिप का नाम रखा जाता है गोइंग मैरी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सामने से एक तूफान आ रहा होता है और नामी को लगता है कि ये वही आइलैंड है जो कि फेमस है एक ट्रेजर के लिए। जो भी इस आइलैंड के पास जाता है उसे भगवान का प्रकोप सहन करना पड़ता है। ये सभी लोग उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। ये आइलैंड बहुत ज्यादा डरावना होता है और यहाँ पर इंसानों को खाने वाले जंगली प्लांट्स वगैरह भी होते हैं। एक बार की बात है, इस आइलैंड पर कुछ पायरेट्स आ गए थे और जब वो सभी लोग रात में सो रहे थे तो सभी लोग एक जानवर में बदलने लगे। और तभी हम देखते हैं कि झाड़ियों के अंदर से इन्हें कुछ आंखें घूर रही होती हैं, पर जोरो को कोई डर नहीं था और ये आराम से सो रहा होता है। और तभी लूफी के सामने एक सांप आ जाता है जिसका चेहरा खरगोश के जैसा था और तभी उसॉप को कोई चीज टच करती है। अरे यार लूफी, मुझे चाट क्यों रहे हो? और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक डॉगी होता है जिसकी शक्ल किसी चिकन की तरह थी। ये देखकर ये दोनों डर जाते हैं और पीछे और भी जानवर होते हैं और तभी ऊपर से आवाज आती है, भाग जाओ यहाँ
यहाँ से, इस आइलैंड को छोड़ दो। ये आवाज कहाँ से आ रही है? मैं यहाँ का भगवान हूँ, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से भाग जाओ। यार ये कितना अजीब है ना। तुमने अजीब किसे कहा? हाँ? और तभी बहुत सारे अजीब जानवर यहाँ पर आने लगते हैं। एक पिग आता है जो कि बिल्कुल लॉयन के जैसा दिख रहा था। लूफी उस पिग को उठाता है और ये सुअर इसके मुंह को खींच देता है। आखिर तुम हो कौन? अरे मैं रबड़ का बना हूँ और मैंने एक डेविल फ्रूट खाया था। डेविल फ्रूट? मैंने इसके बारे में बहुत सारे रूमर्स सुने हैं जब मैं एक पायरेट हुआ करता था। क्या तुम पायरेट भी थे? क्या तुम सच में कोई भगवान हो या हमें पागल बना रहे हो? हाँ, शांत हो जा, अगर तुम यहाँ से भागे नहीं तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। और तभी कुछ लकड़ियाँ इन पर हमला कर देती हैं। लूफी और नामी इनसे बहुत मुश्किल से बचते हैं और तभी लूफी के सिर के ऊपर एक पत्थर गिर जाता है। पर जैसा कि हम जानते हैं कि लूफी रबड़ का बना है, इससे चोट नहीं लगती है। और तभी पीछे झाड़ियों में से एक गन निकलती है और लूफी पर शूट कर देती है, पर लूफी को कुछ नहीं होता। अच्छा तो तुम ही गॉड हो? हाँ, ये तो एक मॉन्स्टर है। और लूफी और उसॉप उसका पीछा करने लगते हैं और ज्यादा आगे तक नहीं जा पाता और एक पेड़ से टकरा जाता है। और ये सभी लोग देखते हैं कि उस बक्से के अंदर एक आदमी पड़ा हुआ था और ये वही बंदा है जो कि अभी खुद को गॉड वगैरह कह रहा था। मुझे उठाओ, अरे मुझे उठाओ भाई। ये दोनों उसे उठाते हैं मैं इस बार तुम्हें छोड़ रहा हूँ। और यहाँ से भागने लगता है, लेकिन लूफी इसका गला पकड़ लेता है। भाग कर रहे हो? हाँ, इधर आओ। और उसे अपनी तरफ खींच लेता है, पर खींचते खींचते लूफी इसके साथ ही पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। पर लूफी किसी तरह से इसे बचा लेता है पहाड़ी से गिरने से और दोबारा स्ट्रेच होकर ऊपर की तरफ चले जाते हैं। नामी इस बंदे का इलाज करती है, इसे पट्टी वट्टी लगाती है। मैं इस बॉक्स से बाहर नहीं आ पा रहा, मैं 20 साल से इस आइलैंड पर हूँ। पर उस सबको इसकी बातों से घंटा फर्क नहीं पड़ता और चाय पीने लगता है। सही है भैया बंदा, क्या तुम 20 सालों से यहाँ पर थे? हाँ, हाँ, जैसा कि तुम देख सकते हो मेरी दाढ़ी मूंछें सब कुछ आ चुकी है, मेरी आईब्रोज भी एक दूसरे के साथ टच हो चुकी हैं। और जोरो उठ जाता है। उस सब से उसकी चाय छीनता है और उसे पीने लगता है। और तभी इसकी आंखें खुलती हैं, इसे होश आता है और देखता है कि अबे ये कौन है भाई? अबे ये कौन है? साले जोरो जब देखो सोता रहता है, ये फंस गया इसमें। जोरो और लूफी इसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं पर ये बंदा नहीं निकल पाता। मैं 20 सालों से इसके अंदर हूँ, मेरी बॉडी और ये ट्रेजर बिल्कुल चिपक चुके हैं। अगर इसे तोड़ा तो मेरी बॉडी भी टूट जाएगी। और तुम लोग हो कौन? मैं हूँ लूफी और मेरा सपना है एक पायरेट किंग बनना और वन पीस खजाने को हासिल करना। वन पीस? तुम सच में उसके पीछे हो? तो मतलब है कि तुम ग्रैंड लाइन में भी एंटर करोगे? हाँ, ओए बच्चे, उस जगह को हल्की में मत ले, वो जगह एक कब्रिस्तान है। मैंने एक बार कुछ पायरेट्स को देखा था जो कि वहाँ से लौटे थे। वो इस हालत में थे जैसे कि जिंदा तो हैं पर उनकी आत्मा जा चुकी है। ये बहुत ज्यादा डरावना था। लूफी के हाथों में ग्रैंड लाइन का मैप होता है। तो क्या तुम्हें पता है कि ग्रैंड लाइन कहाँ पर है? हाँ, तुम्हें इस मैप को पढ़ना आता भी है? नहीं जी, मुझे नहीं आता। ये 20 साल पुरानी बात है जब मैं और मेरे 200 साथी इस आइलैंड पर आए थे। हमने एक एक पेटी को छाना पर हमें यहाँ पर कोई भी खजाना नहीं मिला। हम लोग इस आइलैंड से जाने लगे थे, लेकिन गायमॉन, जो कि मेरा नाम है, मैंने देखा कि एक पहाड़ी के ऊपर कुछ पड़ा हुआ था। मुझे लगा कि वो खजाना होगा तो मैं उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगा और मुझे वहाँ पर बहुत सारा खजाना भी मिला। पर तभी मेरा हाथ छिटक गया और मैं जमीन के ऊपर गिर गया। नीचे एक ट्रेजर था और मैं उसके अंदर ही समा गया, जिसकी वजह से मेरी पूरी बॉडी उस ट्रेजर के साथ अटैच हो गई। मैंने बहुत कोशिश की अपने दोस्तों को पुकारने की पर मुझे बचाने कोई नहीं आया। और पिछले 20 सालों से मैं इसी हालत में हूँ। 20 सालों से मैंने उस खजाने की रक्षा की है और वो सिर्फ मेरा है। इसलिए जो भी इस आइलैंड पर आता है मैं उसे डरा कर यहाँ से भगा देता हूँ। अच्छा तो ये सब हुआ था? हाँ, चलो ठीक है गायमॉन, हम आपकी हेल्प करेंगे उस खजाने को पाने के लिए। और इस सभी लोग उस पहाड़ के पास आ जाते हैं जहाँ पर वो खजाना पड़ा हुआ है ऊपर। ये पहाड़ बहुत ज्यादा बड़ा होता है। आखिरकार वो समय आ ही चुका है जब मुझे एक खजाना मिल जाएगा। लूफी अपना हाथ बड़ा करके उस पहाड़ के ऊपर चढ़ जाता है गम गम रॉकेट मूव का यूज करके और लूफी को ऊपर 6 खजाने मिलते हैं। मुझे वो मिल गया। उसे मेरी तरफ फेंको जल्दी से। नहीं, मैं नहीं फेंकूंगा। ये क्या बोल रहे हो लूफी? अरे ये कर क्या रहा है? मजाक करना बंद करो लूफी, उसे नीचे फेंको। नामी बेटा शांत हो जाओ, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लूफी बेटा वो खाली है ना? है ना? हाँ, ये खाली है सबके सब। गायमॉन ये सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। ये बंदा पिछले 20 सालों से इस खजाने की रक्षा कर रहा था जो कि असलियत में कोई खजाना था भी नहीं। मैंने पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ओ चाचा जी शांत आ जाओ। अगर मैं 20 की जगह 30 पे आता है फिर तो आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। आपके पास 10 साल भी नहीं बचते, मर जाते आप। चलिए अब हमारे साथ मिल जाइए, आप भी हमारे साथ एक पायरेट बन जाइए और इस छोटे मोटे खजाने की जगह हम आपको वन पीस दिलाएंगे। क्या तुम मुझे न्योता दे रहे हो? हाँ, पहली बार मुझे किसी ने इनवाइट किया अपने ग्रुप में। अब थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है पर ये गायमॉन साथ चलने से मना कर देता है क्योंकि यहाँ पर मौजूद सभी के सभी क्रीचर्स इनके किसी फैमिली की तरह बन चुके थे और ये खजाने से भी बढ़कर थे और ये बंदा उन्हीं के साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहता था। अब मुझे उस खजाने की चिंता नहीं रही तो मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। ठीक है गायमॉन चाचा जी, फिर से मिलते हैं। तुम्हारा शुक्रिया। अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ते रहना। मैं उम्मीद करता हूँ कि वन पीस तुम्हें जरूर मिले बच्चे। अब इसके अगले दिन हम इन सभी को देखते हैं। नामी एक बुक पढ़ रही होती है, उसॉप अपनी गुलेल को साफ कर रहा है और जोरो हमेशा की तरह आलसी सो रहा है। तभी लूफी बेसमेंट में से बाहर निकलता है और एक बक्सा लेकर आता है। ए उसॉप, इसके अंदर बंदूक की गोलियां हैं, मुझे लगता है हमें इन्हें ट्राई करना चाहिए। हाँ, मैं हमेशा से ही ये काम करना चाहता था। जोरो भाई तुझे पता है कैसे काम करता है? अरे यार ये सोता ही रहता है जब देखो, कितना बोरिंग है। यहाँ से थोड़ी ही दूर साउथ की तरफ एक चट्टान है, तुम वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो लूफी। तो ठीक है, शिप को वहीं पर लेकर चलो। अब इसके बाद हम जोरो का फ्लैशबैक देखते हैं और हम छोटे जोरो को देखते हैं जो कि एक पेड़ के ऊपर खड़ा होकर अपने विलेज को देख रहा होता है। इसके बाद हम एक डोजो को देखते हैं जहाँ पर कुछ बच्चे स्पोर्ट्स प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और तभी जोरो यहाँ पर पहुँच जाता है और चिल्लाकर कहता है जल्दी बाहर आओ, मुझे तुमसे फाइट करनी है। और तभी डोजो का मास्टर यहाँ पर आ जाता है। मुझे खुशी हुई तुमने मुझे चैलेंज किया। अगर मैं जीत गया तो ये डोजो मेरा होगा और अगर मैं हारा तो यहाँ पर एक
एक स्टूडेंट बन जाऊंगा। हाँ ठीक है, मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है बच्चे। कोई ना, आओ इससे लड़ो। क्वीना एक लड़की होती है जो कि इसकी बेटी है। क्या मुझे लगा था तुम मुझसे लड़ोगे? एक लड़की को बुला रहे हो मुझसे लड़ने के लिए, शर्म नहीं आती तुम्हें? बेशक कोई ना एक लड़की है, लेकिन ये सबसे ज्यादा ताकतवर है यहाँ पर। ठीक है, अगर इतनी ही ताकतवर है तो मैं इसे लड़ूंगा। ये मास्टर जोरो को तलवारों के पास लेकर जाता है तुम्हें जैसे चाहिए तुम वैसी तलवार ले सकते हो। और जोरो कम से कम 9 तलवारें अपने मुंह में और हाथों में भर लेता है। चलो अब एक दूसरे के आगे सर झुकाओ। और झुकते ही 3 तलवारें तो वहीं पर गिर जाती हैं। और जोरो 3 स्पोर्ट स्टाइल का यूज करके लड़ने की कोशिश करता है, पर क्वीना इसे एक ही शॉट में हरा देती है। जोरो की सारी तलवारें बिखर जाती हैं। डैम इट, मैं एक लड़की से नहीं हार सकता। वापिस से तलवार को उठाता है। ये पहली बार है कि मैंने कोई बैम्बू की तलवार उठाई है। अच्छा, तो ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है? हाँ, मैं ताकतवर बनूंगा, सबसे ज्यादा ताकतवर। और भागकर क्वीना की तरफ बढ़ता है उसको मारने के लिए, पर जैसे ही आगे बढ़ता है तो क्वीना इसे एक ही शॉट में हरा देती है। जोरो को यकीन नहीं होता कि एक लड़की से कैसे हार गया। हाँ तो अब तुम हार चुके हो और अब तुम्हें यहाँ पर एक स्टूडेंट बनना होगा। उसके बाद जोरो बहुत ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है। नॉर्मल बच्चों से 4 गुना ज्यादा ट्रेनिंग करता है, क्योंकि इसकी ईगो हर्ट हो चुकी है कि एक लड़की से हार गया। क्वीना भी इसे ट्रेनिंग करते हुए देखती रहती है, पर बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करने के बाद भी ये क्वीना को नहीं हरा पाता। तुम कितने कमजोर हो जोरो, लड़का होने के बावजूद भी मुझसे नहीं जीत पा रहे, तो ये मेरी 2000 में जीत हुई। और जोरो अपने कपड़े साफ करके यहाँ से चला जाता है। इसके बाद ये डोजो मास्टर एक और बंदे के साथ बात कर रहा होता है। वाकई में जोरो कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो चुका है। हाँ, लेकिन ये अभी तक क्वीना के लेवल का नहीं हो पाया है। लगता है जोरो ही फ्यूचर में इस डोजो को संभालने वाला है। क्वीना सबसे ज्यादा ताकतवर है, क्यों ना उसे ही ये डोजो दे दिया जाए। नहीं, क्वीना एक लड़की है, वो ये डोजो नहीं संभाल सकती। क्वीना ये बातें सुन लेती है और एकदम से दरवाजा खोलकर बोलती है, मैंने सब कुछ सुन लिया और अब मैं इस दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्ड्समैन बनकर ही दिखाऊंगी। नहीं क्वीना, तुम एक लड़की हो, इसलिए तुम एक स्ट्रॉन्गेस्ट स्पोर्ट्समैन कभी नहीं बन सकती, और ना ही तुम इस डोजो को संभाल सकती हो। ये बातें सुनकर क्वीना चुपचाप यहाँ से चली जाती है। और आधी रात को जोरो 2 सोर्ड्स उठाकर क्वीना को चैलेंज करने के लिए पहुंच जाता है इसके पास। इसके बाद इनकी फाइट शुरू हो जाती है और ये सोर्ड्स असली होती हैं, जिसकी वजह से इन दोनों को लड़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। पर क्वीना जोरो को फिर से हरा देती है और जोरो रोने लग जाता है कि एक लड़की से कैसे हार रहा है बार बार। तुम लकी हो जो कि एक लड़के पैदा हुए हो। मैं तो धीरे धीरे बड़ी होती जा रही हूँ और एक औरत में बदलती जा रही हूँ, और मैं दुनिया की सबसे ताकतवर सोर्ड्समैन कभी नहीं बन सकती। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ, तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो। तुम पक्का वर्ल्ड की सबसे खतरनाक सोर्ड्समैन बनकर दिखाओगी, और उसके बाद हम दोनों उस टाइटल के लिए लड़ेंगे आपस में। जोरो इसे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है और अगले दिन से क्वीना और भी ज्यादा मेहनत करने लगती है और जोरो भी अपनी ट्रेनिंग का लेवल बढ़ा देता है। एक दिन जोरो ट्रेनिंग कर रहा होता है और 3 बच्चे इसके पास आकर इसे बताते हैं कि क्वीना मर चुकी है। जोरो को इसकी बात सुनकर यकीन ही नहीं होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि क्वीना की अर्थी को ले जाया जा रहा होता है और एक आदमी बताता है कि इसका सीढ़ियों पर से पैर फिसल गया, जिसकी वजह से इसकी मौत हो चुकी है। अगले दिन जोरो बहुत ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है और जब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया तो उसके मास्टर ने उसे अपने पास बुलाया। मुझे क्वीना की बहुत ज्यादा याद आती है। क्वीना का नाम सुनते ही जोरो रोने लग जाता है। क्वीना का सपना अब तुम पूरा करोगे जोरो। जी, अब मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा कि मेरा नाम स्वर्ग तक सुनाई देगा। ये लो जोरो, क्वीना की सोर्ड मैं तुम्हें देता हूँ। और मास्टर इसे क्वीना की सोर्ड दे देते हैं। इसे कभी खोना मत। जोरो उसे सोर्ड को देखकर बहुत ज्यादा रोने लग जाता है और इसके बाद जोरो बड़ा हो जाता है और बहुत ज्यादा खतरनाक बन चुका है और अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करके क्वीना को श्रद्धांजलि देने के लिए उसकी कब्र के पास जाता है। मास्टर, अब मैं जा रहा हूँ क्वीना का सपना पूरा करने के लिए। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं और जोरो उठ जाता है और देखता है कि लूफी और उसॉप दोनों कैनन फायर ट्रेनिंग कर रहे हैं और ये दोनों एक पत्थर को उड़ा देते हैं कैनन फायर करके। अब इसके बाद ये सभी लोग किचन के अंदर बैठे होते हैं और तभी अचानक से शिप के अंदर कोई घुस आता है और ये बंदा एक पायरेट हंटर होता है और एक तलवार लेकर बोलता है, तुम लोग जल्दी से बाहर आओ। तुम कौन हो? मैं तुम्हारा सर लेने आया हूँ। मैं एक पायरेट हंटर हूँ, मैंने बहुत सारे पायरेट्स को मारा है। जोरो ये सब कुछ सुन रहा होता है। ये आवाज मैंने कहीं सुनी हुई है। साले तो हमारी शिप पे पहुंचा कैसे? हाँ, तेरी ऐसी की तैसी रुक तू। लूफी अपने हाथों को बड़ा करता है और इसे नीचे फेंक देता है और तभी जोरो यहाँ पर पहुंच जाता है। जॉनी, क्या ये तुम हो? बड़े भैया जोरो, आप इधर पायरेट्स की शिप पर क्या कर रहे हो? हाँ, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? और दूसरी तरफ हम एक कपल को देखते हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? हम एक बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। क्या हम समुद्र के बीच में हैं? हाँ, हम समुद्र के बीच में हैं। और इस तरफ जोरो जॉनी को देखता है। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और तुम्हारा साथी कहाँ पर है? हाँ, वो वहाँ पर जख्मी पड़ा है। और जॉनी यूसाको को दिखाता है, इसका पार्टनर, जो कि बहुत ज्यादा जख्मी होता है। ये जब से मेरे साथ इस समुद्र में आया है तब से बीमार है। हम आराम करने के लिए एक पत्थर के पीछे बैठे हुए थे कि तभी वहाँ पर किसी ने किसी कैनन से हमला कर दिया। इसलिए मैं तुम्हारे पास आया मदद मांगने के लिए। हमें माफ करना, दरअसल ये हमारा ही काम है। अब माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। अब यूसाको शायद से ही बच पाएगा, ये बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका है। ये सुनकर ये दोनों शॉक्ड रह जाते हैं। तभी नामी उसॉप को चेक करती है, इसकी जीभ बाहर निकालती है और लूफी और उसॉप को कुछ फल लेने के लिए बोलती है जो कि एंटीबायोटिक्स का काम करेंगी। ये दोनों इसे फल खिलाते हैं। ये बहुत ही ज्यादा पुरानी बीमारी है, तुम सही टाइम पर आ गए, वरना ये शायद से ही बच पाता। बड़ी बहन नामी, बहुत अच्छी है। उस फल को खाने के बाद यूसाको पूरी तरह से ठीक हो जाता है और ये दोनों नाचना शुरू कर देते हैं। साले इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गया तू? इसके बाद ये दोनों अपना अपना इंट्रोडक्शन देने लगते हैं। डॉनी और यूसाको बाउंटी हंटर्स होते हैं। तभी यूसाको जोरों से हाथ मिलाता है पर अचानक से फिर से बेहोश हो जाता है। इसके नाक और मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है। अब थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और ये लोग यूसाको को एक कमरे के अंदर सुला देते हैं और किचन में सभी लोग खाना खा रहे होते हैं। ये बीमारी बहुत ज्यादा रेयर है और इसका इलाज है ताज़ा खाना। हमें एक बावर्ची रखना होगा। हाँ, मुझे एक जगह पता है जहाँ हमें एक बढ़िया कुक मिल सकता है और वो जगह ग्रैंड लाइट के पास भी है। और मैंने यहाँ तक सुना है कि वहाँ पर हॉकाई यानी कि बाज की नजर वाला आदमी भी रहता है। हॉकाई का नाम सुनते ही जोरो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और एक खाने वाली जगह का नाम कुछ और नहीं बल्कि बाराती होता है। शादी वाले बाराती नहीं, इस जगह का नाम है बाराती। हमारे हीरोज यहाँ पर जा ही रहे होते हैं कि तभी ये सभी लोग देखते हैं कि एक और शिप इनके सामने आ चुकी है। एक मरीन
शिप। और तभी इसमें से वही आदमी बाहर निकलता है जिसे कि हमने थोड़ी देर पहले देखा था। मेरा नाम आयरन फिस्ट फुल बॉडी है और मैंने तुम्हारा ये फ्लैग पहली बार देखा है। इस शिप का कैप्टन कौन है? मैं हूँ इस शिप का कैप्टन और मेरा नाम है मंकी डी लूफी। इस बंदे का नाम आयरन फिस्ट फुल बॉडी है और ये एक नेवी हेडक्वार्टर का लेफ्टिनेंट है। और तभी इसकी बंदी यहाँ पर आ जाती है। डियर ये लोग कौन है? चलो यहाँ से चलते हैं। और तभी इस आयरन फिस्ट की नजर जॉनी और यूसाको पर पड़ती है और ये बंदा इनका मजाक उड़ाने लगता है। और शो ऑफ करने के लिए बंदे अपने हाथों से बहुत सारे पेपर उड़ाते हैं जिसके ऊपर उन सभी लोगों की पिक्चर्स हैं जिन्हें ये लोग अब तक मार चुके हैं। और नामी इसमें से एक बंदे की फोटो दिखती है। नामी मेरी बड़ी बहना, ये वांटेड पायरेट्स हैं और इन्हें मारकर हमें पैसे मिलते हैं। उस फोटोग्राफ को देखकर नामी का चेहरा उतर जाता है और बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। और ये नेवी वाला बंदा अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है लूफी की शिप को उड़ाने के लिए और इनके ऊपर एक कैनन फायर कर देता है। लेकिन लूफी उसे रोक लेता है और लूफी उड़ते हुए सीधा उस रेस्टोरेंट की छत तोड़ के हेड शेफ के कमरे में एक होल कर देता है जिसकी वजह से हेड शेफ को भी बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। मेरी चिंता मत करो, कस्टमर्स के लिए खाना तैयार करो, उन्हें खाना खिलाना ही हमारा कर्तव्य है। और तभी दो बंदे लूफी को पकड़कर इसे हेड चीफ के रूम में भेज देते हैं। लूफी गिरता पड़ता है इसके रूम में जाता है और इसे माफी मांगता है। अरे सर माफ कर दो यार। लूफी देखता है कि उस शेफ की एक टांग ही नहीं है तो मैं इसे नुकसान के पैसे देने होंगे, पर मेरे पास तो पैसे नहीं है सर। तो फिर तो मैं यहाँ पर काम करना होगा पूरे 1 साल तक। क्या? शेफ इसके मुंह पर एक लात मारता है। चुपचाप करो यहाँ पर अब काम। और नीचे फुल बॉडी अपनी बंदी के साथ खाना खा रहा होता है। सभी लोग इन्हें देख रहे होते हैं। ये वाइन पक्का नॉर्दर्न विंग की है। कैसी लगी तुम्हें? हाँ, सभी लोग ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये वाइन बहुत ज्यादा रेयर होती है। पर तभी सांजी इसके सामने आ जाता है जो कि एक कुक है इसी रेस्टोरेंट में और ये बंदा इस सीरीज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सांजी इसका हाथ पकड़ के कहता है नहीं तुम गलत हो और अब चुपचाप अपना सूप पियो, समझे? सभी लोग फुल बॉडी पर हंसने लग जाते हैं क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो चुकी है। और इस तरफ लूफी उस शेफ से डील करता है कि यहाँ पर 2 नहीं 3 हफ्ते तक काम करेगा सिर्फ। तुम ये डिसाइड नहीं करोगे कि तुम कितने दिन यहाँ पर काम करने वाले हो। शेफ एक चाकू निकाल लेता है। तुम्हें यहाँ से जाना है तो जा सकते हो लेकिन अपनी एक टांग यहाँ पर रख कर जाना। नहीं यार मैं नहीं दूंगा आपको, माफ कर दो यार। और इस तरफ सभी लोग गोइंग मैरी को लेकर यहाँ पर पहुंच जाते हैं और इस तरफ फुल बॉडी को बहुत ज्यादा इंसल्ट फील हो रही होती है और टेबल के नीचे मौजूद एक कीड़े को मारकर उसे अपने सूप के अंदर डाल देता है। ये देखो मेरे सूप में एक कीड़ा निकला। लेकिन सांजी फिर से इसकी इंसल्ट कर देता है। मैंने आपको देख लिया था ये करते हुए, ये कीड़ा आप ही ने डाला है ना? और तभी फुल बॉडी टेबल तोड़ देता है और सारा खाना गिरा देता है। सांजी ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। क्या तुम्हें पता है इस सूप को बनाने के लिए मुझे कितना समय लगा था? और सांजी इसे पीट कर इसे गले से पकड़ लेता है। अब तुम्हें पता चलेगा एक समुद्री कुक से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। फुल बॉडी की बहुत ज्यादा इंसल्ट हो जाती है। इसके बाद एक कुक सांजी को मरीन कैप्टन से फाइट करते हुए दिखता है। मरीन कैप्टन मतलब कि यही फुल बॉडी। सांजी ये क्या है? हाँ? तुम अपने काम से काम रखो, मेरे काम में दखल मत दो। और ऐसा बोलकर सांजी फुल बॉडी को छोड़ देता है। तुम्हें नहीं पता तुमने किससे पंगा लिया। ये सुनकर सांजी को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि अगर इसे कोई ना पकड़ता तो ये इस मरीन कैप्टन को यहीं पर मार डालता। ये देखकर ये मरीन कैप्टन भी बहुत ज्यादा डर जाता है और ये सारी फाइट जोरो, नामी और उसॉप दूर से देख रहे होते हैं। और तभी लूफी भी छत तोड़कर यहाँ पर आ जाता है। तुम्हारी वजह से मेरी सीलिंग भी टूट गई, अब तुझे इसका पैसा भी भरना होगा। अरे ओ बुड्ढे, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है ना? ये सारी तेरी गलती है। आप इन्हें लड़ाई झगड़ा किया जिसकी वजह से सीलिंग टूट गई। मैं इसके पैसे नहीं देने वाला अब। और इस तरफ जैसे ही मास्टर शेफ को पता चलता है कि सांजी यहाँ पर लड़ाई कर रहा है तो इस सांजी को एक किक मारकर दूर फेंक देते हैं। ये देखकर फुल बॉडी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। पर तभी मास्टर शेफ इस मरीन कैप्टन को भी नहीं छोड़ते हैं और इसे भी लात मारकर दूर फेंक देते हैं। आपको पता नहीं मैं कौन हूँ? मैं मरीन कैप्टन हूँ। इससे हमें क्या लेना देना? हाँ, अगर तुम्हें यहाँ खाना खाना है तो तुम्हें सबकी इज्जत करनी होगी, भले ही वो वेटर हो या फिर कोई कुक। और इन्हीं सभी बातों के बीच में मरीन कैप्टन का एक रूममेट यहाँ पर आ जाता है और अपने कैप्टन फुल बॉडी से कहता है, मास्टर डॉन क्रीक का वो पायरेट भाग चुका है और वो जाकर डॉन क्रीक को सब कुछ बता देगा और डॉन क्रीक कुछ ही देर में यहाँ पर आने वाला है। और तभी इन सभी के बीच में उस सोल्जर को पीछे से कोई गोली से उड़ा देता है और जिस बंदे ने इसे मारा है इसका नाम है गिन और ये भी एक पायरेट है। अंदर आकर ये बंदा एक डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है और खाने का ऑर्डर लेने के लिए कहता है और ये मोटा शेफ जिसका नाम पेटी है, सर आपको क्या चाहिए मुझे बताइए प्लीज, मैं जल्दी से आपके लिए लेकर आता हूँ। पर इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस जगह का खाना थोड़ा सा महंगा है, तो आपके पास पैसे तो है ना सर? और ये सुनकर ये गिन पेटी के ऊपर बंदूक तान देता है। ये देखकर पेटी समझ जाता है कि इस बंदे के पास कोई पैसे वैसे नहीं है। ये डराकर यहाँ पर बस खाना खाना चाहता है और पेटी बिना किसी देरी के इस बंदे पर हमला कर देता है जिसकी वजह से वो टेबल भी टूट जाता है। ये देखकर मास्टर शेफ को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि भाई क्या ये नुकसान कराए जा रहे हैं आज मेरा सारे के सारे। इसके बाद पेटी गिन को बाहर फेंक देता है और सांजी भी अपने काम पर लग जाता है और लूफी गिन को देखकर उसे पूछता है, तुम कितने दिन से भूखे हो? तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। और तभी सांजी इसके लिए यहाँ पर खाना लेकर आता है। चुपचाप इस खाने को खा लो, समझे, वरना भूख के कारण मर जाओगे। अगर तुमने मुझे ये खाना दिया तो मैं खाना खाकर तुम्हें जान से मार दूंगा। कोई दिक्कत नहीं है मुझे इससे, खाना खा लो उसके बाद आराम से फाइट करेंगे, समझे? और ये पायरेट खाना खाना शुरू कर देता है। इस आदमी की आंखों में आंसू होते हैं। सच में ये खाना बहुत स्वादिष्ट है, मैं कहना तो नहीं चाहता लेकिन इस खाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। और इन सारी चीजों को लूफी भी ऊपर से देख रहा होता है। तुम एक अच्छे कुक हो सांजी और दिल के भी काफी अच्छे हो, क्या तुम मेरे क्रू में ज्वाइन होना पसंद करोगे? तुम्हारा क्रू? लूफी सांजी को बताता है कि इसके पास एक शिप है, एक क्रू भी है जिसके अंदर पहले से 3 मेंबर्स भी हैं। अच्छा तो तुम ही वो हो जिसने हमारे रेस्टोरेंट पर तोप से हमला किया था? अरे यार वो तो गलती से हो
गया था। पर यार अपना वो बुढ़ऊ बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो मास्टर शेफ अपने जमाने का एक बहुत खतरनाक पायरेट रह चुका है और इस रेस्टोरेंट को बहुत ज्यादा प्यार करता है और हम सभी से भी, और हम लोग उसकी बहुत इज्जत करते हैं। तो ये बात दोबारा मत कहना। अरे यार ये सब तो ठीक है, लेकिन प्लीज मेरा क्रू ज्वाइन कर लो यार। मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारा क्रू ज्वाइन नहीं कर सकता, मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। अरे यार ये क्या बहाने से लगा रहे हो? हाँ तुम्हें हमारे क्रू में ज्वाइन होना ही पड़ेगा, हमें कुक चाहिए, समझ गए ना? ये मेरा ऑर्डर है। ये सुनकर सांजी को गुस्सा आ जाता है कि भाई ये कौन होता है इसका ऑर्डर देने वाला, और इन दोनों में लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। लूफी सांजी को जबरदस्ती इसके क्रू में ज्वाइन होने के लिए कह रहा होता है। इसके बाद पायरेट सांजी का शुक्रिया अदा करके यहाँ से चला जाता है और मास्टर शेफ भी ये सब कुछ देख रहे होते हैं और उस पायरेट के जाने के बाद लूफी से कहते हैं जल्दी से आ जाओ, रेस्टोरेंट में बहुत सारे काम पड़े हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि लूफी वेटर के कपड़े पहनकर पूरी तरह से तैयार हो जाता है। मेरा नाम है मंकी डी लूफी और मैं बन के दिखाऊंगा पायरेट्स का राजा, और जोश के साथ काम करना शुरू कर देता है। भाई क्या ये बर्तन धो रहा है यहाँ पे, बनना इसको पायरेट है। और लूफी जितने भी काम कर रहा होता है सारे के सारे उलट पुलट कर देता है, प्लेटें तोड़ देता है, कहीं पर अपना हाथ ही जला देता है, कस्टमर का खाना खा लेता है। और कुल मिलाकर ये बंदा इन सभी का काम बढ़ा ही रहा था। और लूफी की इस तबाही और नुकसान को देखते हुए पेटी सानू से बोलता है तुम बस ऑर्डर लेकर आओ और कुछ भी नहीं समझे, बस इतना ही कर दो महाराज। और ये सुनकर लूफी भी बहुत गुस्से में बाहर निकलता है और ऑर्डर लेने के लिए नामी जोरो और उसके पास जाता है और देखता है कि ये सभी लोग मजे से यहाँ पर खाना खा रहे हैं। साले जोरो बिना अपने कैप्टन के खाना खा रहा है, शर्म नहीं आती तुझे? सांजी भी इन सभी को नोटिस कर लेता है। अच्छा तो ये है लूफी का क्रू। हाँ, और जैसे ही ये बंदा नामी को देखता है तो बिना देरी किए नामी के पास आकर सिंपिंग करना शुरू कर देता है। इसे एक गुलाब देता है और बोलता है तुम कितनी सुंदर लड़की हो, मैंने तुम्हारी जितनी खूबसूरत लड़की आज तक नहीं देखी। सोनिए मेरे साथ चल, किसने देखी है कल, तेरे साथ बिताऊंगा अपनी जिंदगी का हर एक पल। और तभी मास्टर शेफ यहाँ पर आ जाता है। अगर ये बंदीबाजी खत्म हो गई हो तो काम पर ध्यान दे सांजी, हाँ वरना मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। और इस तरफ गिन अपने हेडक्वार्टर में आकर सांजी के बारे में अपने कैप्टन को बताता है कि कैसे एक सांजी नाम के कुक ने उसकी जान बचाई। और ये सुनकर ये पायरेट कहता है इस पायरेट का नाम है डॉन क्रीग। मुझे भी उस जगह पर लेकर जाओ, मुझे भी उस पायरेट से मिलना है। तुम्हारी वजह से यहाँ पर बहुत सारी लड़ाइयाँ हो रही हैं और तुम्हें कोई मामूली सी डिश बनानी भी नहीं आती है। चुप हो जाओ बूढ़े आदमी, तुम कुछ भी कहो, जब तक मैं जिंदा हूँ यहाँ से नहीं जाने वाला। और चीफ यहाँ से जाने लगता है। भाई अब तो ज्वाइन कर ले मेरा क्रू। साले तुझे समझ नहीं आता? हाँ मुझे नहीं करना तेरा क्रू ज्वाइन। इसके बाद लूफी वेटर वाला काम कर रहा होता है और रेस्टोरेंट का कचरा बाहर फेंकने जा ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर एक बहुत बड़ी शिप पर जाती है जो कि इनकी तरफ ही आ रही है, जिसे देखकर ये हैरान हो जाता है। और इस शिप को देखकर रेस्टोरेंट के अंदर सारे के सारे लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। और उस शिप को देखने के बाद हमें पता चलता है कि ये शिप बहुत ज्यादा बड़ी है, बाराती रेस्टोरेंट से भी 2 गुना ज्यादा बड़ी। और उसे देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं। ये शिप किसी और की नहीं बल्कि डॉन क्रीग की है। डॉन क्रीग बहुत गुस्से में रेस्टोरेंट के अंदर आता है पर बहुत ही ज्यादा कमजोर लग रहा था। गिन भी इसके साथ ही होता है और उसे देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं। और तभी डॉन क्रीग एक हेल्पलेस वॉइस में बोलता है मुझे याद नहीं मैंने आखिरी बार खाना कब खाया था, कृपा करके मुझे खाना खिला दीजिए प्लीज। और डॉन क्रीग जैसे एक बड़े पायरेट के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। ये देखकर पेटी हंसने लग जाता है। हमारे सामने तो बड़े बड़े पायरेट्स भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। हम तुझे खाना नहीं खिलाने वाले, हम तुझे मरीन वालों को सौंप देंगे। ये एक अच्छा मौका है डॉन क्रीग जैसे एक इंसान को जेल के अंदर डालने का। पर तभी सांजी पेटी को एक लात मार के इसे नीचे गिरा देता है और डॉन क्रीग को खाना दे देता है। और पीछे से एक शेफ चिल्लाता है आए सांजी, इस खाने को दूर रख दे। वो हमेशा ऐसे ही करता है, पहले सिंपैथी दिखाता है और उसके बाद बेवकूफ बनाकर बाद में उन पर हमला कर देता है। उससे खाना दूर रखो। ये बंदा ये सब बातें कर ही रहा होता है कि तभी डॉन क्रीग का खाना खा लेता है और उसके बाद बिना किसी देरी के सीधा सांजी पर हमला कर देता है। ये देखकर गिन हैरान हो जाता है। ये आप क्या कर रहे हो मास्टर? और डॉन क्रीग गिन को पकड़ के इसके हाथ की सारी हड्डियां तोड़ देता है। जल्दी से मेरे सारे क्रू के लिए खाना तैयार किया जाए, वरना इस पूरे रेस्टोरेंट को तबाह कर दूंगा और इस जगह के सारे लोगों को तड़पा तड़पा कर मारूंगा। सभी लोग ये सुनकर घबरा जाते हैं। इसके बाद पेटी बिना देरी किए अपनी बंदूक से डॉन क्रीग पर हमला कर देता है। पर जैसे ही धुंध हटती है तो हम देखते हैं कि डॉन क्रीग को कुछ भी नहीं होता है और इसकी बॉडी के ऊपर एक मेटल आर्मर है और बहुत सारी बंदूकें भी हैं। और अपनी बंदूकें बाहर निकालकर वहाँ पर मौजूद सभी शेफ्स पर हमला कर देता है। मेरी बात ना मानने का नतीजा यही होता है। अगर तुमने जल्दी से खाना नहीं बनाया तो मैं तुम सभी को तड़पा तड़पा कर मारूंगा। खाना बनाना शुरू कर दो। और तभी मास्टर शेफ यहाँ पर आ जाता है और इसे देखकर डॉन क्रीग भी बहुत ज्यादा डर जाता है। तुम तो जेफ हो ना? दरअसल जेफ पहले एक पायरेट हुआ करता था और इस बंदे को रेड फुट जेफ कहा जाता था क्योंकि इस बंदे की किक इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि जिसको भी मारता था वो खून से लथपथ हो जाता था या फिर जान से ही मर जाया करता था अपने ग्लोरी डेज में। पर अब तो तुम्हारे पास पैर ही नहीं है तो तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चुपचाप मेरे लिए खाना तैयार करो। और मैंने सुना है कि तुमने ग्रैंड लाइन को क्रॉस किया है, हाँ बिना कोई चोट खाए। मुझे इसका राज बताओ, तुम ग्रैंड लाइन से जिंदा वापस कैसे आए? और लूफी भी जेफ से इम्प्रेस हो जाता है क्योंकि लूफी जेफ को एक नॉर्मल इंसान समझ रहा था पर असल में ये बंदा ग्रैंड लाइन को क्रॉस करके आया है, वो भी बिना किसी चोट खाए। तो मुझे बताओ या ना बताओ, एक दिन मैं सभी पायरेट्स का राजा बन जाऊंगा, यानी कि किंग ऑफ द पायरेट्स। वन पीस को ढूंढकर तुमसे पहले मैं ग्रैंड लाइन में जाऊंगा, समझे? और वन पीस को पाकर किंग ऑफ द पायरेट्स बनकर दिखाऊंगा, तुम्हें जरूर हराऊंगा, देख लेना। ये सुनकर डॉन क्रीग को गुस्सा आ जाता है। क्या तुम्हें ये मजाक लग रहा है? हाँ ये कोई मजाक नहीं है, एक दिन मैं पायरेट किंग बनकर दिखाऊंगा और तुम्हें जरूर हराऊंगा। ये सुनकर डॉन क्रीग का ईगो हर्ट हो जाता है कि एक छोटा सा बच्चा इसे हराने की बात कर रहा है और ये दोनों आपस में लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और तभी जोरो अपना
ब्लेड बाहर निकालता है। ओए लूफी, क्या मेरी जरूरत है? ये लोग तेरे पायरेट्स हैं हाँ? नहीं, 2 और लोग हैं। और इस तरफ हम नामी को देखते हैं जो कि शिप के ऊपर खड़ी है और उसके हाथ में वही वांटेड वाला पोस्टर है। इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है और इसकी कहानी हम आगे के पार्ट्स में देखने वाले हैं। गिन सांजी से माफी मांगने लगता है। मुझे माफ करना सांजी। नहीं, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। और ये बात सुन के सभी शेफ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। मास्टर शेफ, इस आदमी ने उसे खाना खिलाया। ये सुनने के बाद भी आप चुपचाप बैठे रहेंगे? हाँ, आप सांजी की साइड ले रहे हो? क्या आप भी सांजी के साथ मिले हुए हो? चुप हो जाओ तुम सभी लोग। क्या तुम कभी भूखे रहे हो? क्या तुम्हें पता है भूखे रहने का मतलब क्या होता है? इतना बड़ा समुद्र जहाँ कोई खाना नहीं, पानी पी नहीं सकते, और अगर वहाँ तुम्हें भूख लग जाए तो कैसा होगा? क्या तुम्हें पता है ये कितना डरावना है और कितना मुश्किल है? इस बात को सांजी से बेहतर और कोई नहीं जानता। अभी हमारे पास इन चीजों के लिए समय नहीं। लड़ने की तैयारी शुरू करो। किसी भूखे को खाना खिलाना यही मेरी पहचान है, चाहे दुश्मन हो या दोस्त। मैं हर किसी को खाना खिलाता हूँ। और लूफी गिन से पूछता है, तुम तो ग्रैंडलैंड गए थे ना, तो तुम्हें तो बहुत सारी बातें पता होंगी। हाँ, हम लोग 50 शिप लेकर वहाँ पर गए थे, पर सामने से जो आदमी आया उसने वो 50 शिप खत्म कर दी। सारी शिप्स एक एक करके डूबती रही और सिर्फ कुछ ही शिप्स वापस आ पाई। ये सुनकर सभी लोगों की फट जाती है कि एक ही बंदे ने 50 शिप्स को हरा दिया। उसकी आंखें बिल्कुल किसी बाज की तरह है। और ये सुनकर जोरो के भी पसीने छूटने लगते हैं। तो ये पक्का हॉकाई होगा। जोरो हॉकाई को ही ढूंढ रहा था इतने सालों से। हमने उस आदमी को कुछ नहीं कहा था, लेकिन फिर भी उसने हमारी सारी शिप को डुबा दिया। अरे यार, ये कितना इंटरेस्टिंग है। मुझे और भी खतरनाक ओपोनेंट्स मिलने वाले हैं। अबे ओ लूफी, तुझे डर नहीं लगता है? इसके बाद हम बाहर देखते हैं कि हॉकाई यहाँ पर पहुंच चुका है। इसकी आंखें बिल्कुल किसी बाज की तरह है और ये बंदा सीधा डॉन क्रीक की उस शिप पर हमला कर देता है और एक ही हमले से वो पूरी शिप धराशायी हो जाती है। ये देखकर सभी लोग बुरी तरह से घबरा जाते हैं। ये क्या हो गया? ये किसका हमला था? और शेफ समझ जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि हॉकाई है। पर हॉकाई यहाँ पर कर क्या रहा है? जोरो टेंशन में आ जाता है क्योंकि नामी, यूसाकू और जॉनी अभी भी उस शिप के ऊपर थे। और तभी जॉनी और यूसाकू यहाँ पर आ जाते हैं और बताते हैं कि बड़ी बहन नामी वो जा चुकी है। वो सारा खजाना चुरा कर शिप लेकर भाग गई। ये सुनकर लूफी, जोरो और उसॉप हैरान हो जाते हैं कि भाई ये क्या ड्रामा है, ये क्या हो गया? और लूफी इन सभी को ऑर्डर देता है, ओए जोरो, उसॉप, उस शिप को लो और नामी का पीछा करो। नहीं, ऐसी लड़की की हमें जरूरत नहीं जो बार बार हमें धोखा देकर भाग जाती है। नहीं यार, मुझे वही चाहिए अपने नेविगेटर के रूप में। ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं और एंड में जोरो मान जाता है। और तभी जोरो की नजर मीहॉक पर जाती है और उसके पसीने छूटने शुरू हो जाते हैं। सभी लोग ये बात कर रहे होते हैं कि क्या यही वो आदमी है जिसने उन 50 की 50 शिप को एक ही बार में खत्म कर दिया था? हाँ, यही है, मास्टर सोर्ड्समैन हॉकाई, ड्रैकुला मीहॉक। और हम मीहॉक को देखते हैं। उसे देखकर जोरो एक्साइटेड हो जाता है। पूरी जिंदगी मैं इसी का इंतजार कर रहा था। अब इससे लड़कर मेरा वो प्रॉमिस पूरा होगा। और अपनी दोस्त क्वीना के साथ किया हुआ प्रॉमिस याद करता है कि एक दिन सबसे खतरनाक सोर्ड्समैन बन के दिखाएगा। और इस सभी लोग नामी के पीछे जाने लगते हैं। लूफी इनके साथ इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि लूफी को सजा मिली है। इस रेस्टोरेंट का नुकसान किया है जिसकी वजह से इसे यहाँ पर काम करना होगा पूरे 1 साल तक। और इस तरफ मीहॉक को देखकर डॉन क्रीक के सभी पायरेट्स हैरान हो जाते हैं और इतने ज्यादा घबरा जाते हैं कि जल्दी से बंदूक निकालकर इस पर गोलियों से हमला कर देते हैं। पर मीहॉक बहुत ही जेंटली इन गोलियों की दिशा बदल देता है। ये देखकर सभी पायरेट्स घबरा जाते हैं। जोरो सामने आता है, मैंने आज तक तुम्हारे जैसा इंसान कभी नहीं देखा और अगर तुम्हें सच बोलूं तो तुमसे लड़ने का मेरा हमेशा से ही ये सपना रहा है। जोरो के इस डायरेक्ट चैलेंज को देखकर मीहॉक इससे पूछता है, आखिर तुम्हारा गोल क्या है? मुझे इस दुनिया का सबसे खतरनाक स्पोर्ट्समैन बनना है और अभी मैं तुम्हें हराने वाला हूँ। जोरो की बातें सुनकर ये भी इससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जोरो अपनी 3 स्पोर्ट्समैन स्टाइल की फॉर्मेशन में आ जाता है हॉकाई से लड़ने के लिए। और इसके बाद मीहॉक अपने गले के लॉकेट में से एक तलवार निकालता है जो कि बहुत ज्यादा छोटी होती है। मीहॉक इस छोटी सी तलवार से जोरो से लड़ने वाला है। ये देखकर जोरो मीहॉक से पूछता है, तुमने अपनी स्वॉर्ड बाहर क्यों नहीं निकाले? हाँ, मुझे एक चूहे को हराने के लिए अपनी तलवार को निकालने की जरूरत नहीं है। मैं इस छोटे से चाकू से ही तुम्हें हरा सकता हूँ। ये सुनकर जोरो को गुस्सा आ जाता है और अपनी ओनिगिरी नाम की टेक्निक का यूज करके इस पर हमला करता है। पर मीहॉक उस हमले को एक छोटे से चाकू से ही रोक लेता है। ये देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है। जोरो को ईस्ट ब्लू में सभी लोग पायरेट हंटर के नाम से जानते हैं और इसके हमले को सिर्फ एक पॉकेट नाइफ से रोकना इम्पॉसिबल है। और ये देखकर जोरो समझ जाता है कि उसके और हॉकाई के बीच में पावर लेवल का एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। उस पर लगातार बिना रुके अपने ओनिगिरी का यूज करके हमले करते जा रहा था। पर मीहॉक यानी कि हॉकाई पर कुछ भी असर नहीं होता। वो अपने छोटे से पॉकेट नाइफ से ही जोरो के सारे हमलों को डॉच कर लेता है। मैं इस जगह पर हार नहीं मानने वाला। मैंने किसी से वादा किया है कि मैं नंबर 1 स्वर्ड्समैन बन के दिखाऊंगा। जोरो ये सारी बातें सोच रहा होता है कि तभी मीहॉक जोरो की नेक पर स्टैब कर देता है जिसकी वजह से जोरो अपनी कॉन्शियसनेस खोने लगता है। ये देखकर मियाओ ब्रदर्स जोरो को बचाने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। लूफी को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था पर लूफी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये इन दोनों की लड़ाई है, ये इनमें नहीं पड़ सकता। इसके बाद जोरो फिर से तैयार हो चुका है मीहॉक पर हमला करने के लिए और इस बार जोरो एक नई फॉर्मेशन जिसका नाम टाइगर है उसके थ्रू मीहॉक पर हमला करता है। पर हमेशा की तरह इस बार भी मीहॉक को कुछ नहीं होता और इजीली जोरो के हमले को डॉच कर लेता है और उसके दिल के पास स्टैब करता है अपने पॉकेट नाइफ का यूज करके। तुम्हें अंदाजा तो लग ही चुका होगा कि तुम्हारे और मेरे बीच में पावर लेवल का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। फिर भी तुम मुझसे क्यों लड़ना चाहते हो? हाँ, क्योंकि मैंने किसी से वादा किया है कि मैं नंबर 1 स्पोर्ट्समैन बन के दिखाऊंगा, इसलिए मैं गिव अप नहीं कर सकता भले ही मेरी जान चली जाए। जोरो की ये बातें सुनकर मीहॉक बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और मीहॉक थोड़ा सा पीछे हटकर अपनी सबसे खतरनाक स्वॉर्ड निकाल लेता है और अब इन दोनों में एक आखिरी डायरेक्ट हमला होने वाला है। जोरो के सामने
सामने दुनिया का नंबर 1 स्पोर्ट्समैन खड़ा हुआ है अपनी सबसे ताकतवर स्वॉर्ड के साथ। और इसके बाद दोनों पलक झपकते ही हवा की तेजी से हमला करते हैं और कुछ सेकंड्स के बाद जोरो की स्वॉर्ड्स चकनाचूर हो जाती है और मिहोक इजीली जोरो को हरा देता है। तो ये है ताकत दुनिया के नंबर 1 स्पोर्ट्समैन की। हाँ, दोनों स्वॉर्ड्स टूटने के बाद भी जोरो खड़ा होता है। ये देखकर मिहोक कहता है, आखिर तुम यहाँ से भागते क्यों नहीं? मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। ये सुनकर जोरो बोलता है, मेरे जीवन में भागना नहीं लिखा है। अगर मैं तुमसे जीत नहीं सकता तो मैं तुम्हारे हाथों से मरना कबूल करूंगा, पर भागूंगा नहीं। मिहोक भी जोरो की बात मान लेता है और जोरो पर हमला कर देता है और एक ही हमले से इसके शरीर पर बहुत बड़ा घाव लग जाता है और जोरो सीधा समुद्र के पानी के अंदर जाकर गिरता है। ये देखकर लूफी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और सीधा उस पर हमला कर देता है, पर मिहोक इजीली इसके हमले को डॉज कर लेता है। उसके बाद मिहोक लूफी से कहता है, मैंने इसे जान से नहीं मरा है, जाओ और उसे बचा लो। अगर ये मुझसे और लड़ता तो लड़ते लड़ते ही मर जाता। तुमने मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेस किया है जोरो, तुम मेहनत करते रहना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा उस लड़ाई का जिस दिन तुम मुझे हराओगे। और मियाओ ब्रदर्स जोरो को बाहर निकालते हैं समुद्र में से और मिहोक ये सारी बातें सुनकर जोरो इससे कहता है, मुझे माफ करना लूफी, मैं हार गया। जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी तो तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें मेरी जरूरत इसलिए है क्योंकि मैं एक ताकतवर स्पोर्ट्समैन हूँ, मैं तुम्हारे सपने में तुम्हारा योगदान दे पाऊंगा। पर मुझे माफ करना दोस्त, मैं हार गया। मैं नंबर 1 स्पोर्ट्समैन नहीं हूँ लूफी, पर मैं तुमसे वादा करता हूँ ये मेरी पहली और आखिरी हार होगी। जब तक तुम पायरेट किंग नहीं बन जाते मैं आज के बाद कभी नहीं हारने वाला। ये सारी चीजें देखकर मिहोक लूफी से कहता है, मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा ग्रैंड लाइन में। और ऐसा बोलकर मिहोक यहाँ से जाने लगता है और तभी डॉन क्रीक पीछे से आता है और मिहोक से कहता है, क्या हुआ मिहोक, मुझसे नहीं लड़ोगे? हाँ, पर डॉन क्रीक मिहोक पर हमला कर देता है बहुत सारी बंदूकों का यूज करके, पर मिहोक मिस्टीरियसली पलक झपकते ही यहाँ से गायब हो जाता है। मिहोक यहाँ से चले जाने के बाद सारे लुटेरे फिर से उस रेस्टोरेंट की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और तभी लूफी कैप्टन जेफ के पास जाकर कहता है, कैप्टन जेफ, अगर मैंने आपकी इस रेस्टोरेंट को बचाने में हेल्प की और अगर अकेले ही डॉन क्रीक को हरा दिया तो क्या आप मुझे यहाँ से जाने देंगे? प्लीज, मुझे और सजा नहीं चाहिए और एक वेटर नहीं बनना है अपनी पूरी जिंदगी। अगर आपको ये सौदा मंजूर है तो मैं आपकी इस रेस्टोरेंट को बचाने में हेल्प कर सकता हूँ। तुम्हारी शर्त मंजूर है, अगर तुमने डॉन क्रीक को हरा दिया तो तुम यहाँ से जा सकते हो बच्चे। दरअसल ये बंदा इस रेस्टोरेंट को इसलिए हथियाना चाहता है ताकि ये ग्रैंड लाइन में इजीली एंटर कर सके और सारे पायरेट्स को धोखा दे सके, क्योंकि असल में ये कोई पायरेट शिप नहीं है बल्कि एक रेस्टोरेंट है और उन सभी को चकमा देकर उन सभी को मार दे। इसके बाद डॉन क्रीक और जेफ के रेस्टोरेंट के बीच में एक फाइट शुरू हो जाती है, पर इसी दौरान डॉन क्रीक सही समय को देखकर अपने क्रू का सबसे माहिर पायरेट भेजता है इनसे फाइट करने के लिए, जिसका नाम पर्ल होता है। और इस सिचुएशन को देखकर सांजी भी इस फाइट को ज्वाइन कर लेता है, यानी कि अब सांजी वर्सेस पर्ल होने वाला है। पर्ल को देखकर लूफी बोलता है, अरे यार ये कितना अजीब इंसान है, मोतियों से भरा हुआ है। डॉन क्रीक लूफी पर हमला कर देता है और इसके हमले से लूफी सीधा जाकर पर्ल के ऊपर जाकर गिर जाता है। पर्ल की नाक से खून आना शुरू हो जाता है, इसे गुस्सा आने लगता है। इस बंदे के आसपास आग लगना शुरू हो जाती है और पर्ल सामा अपने मोतियों से इन पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से डॉन क्रीक के पायरेट्स और पूरा का पूरा रेस्टोरेंट जलना शुरू कर देता है। हर तरफ आग लग जाती है और जैसे ही पर्ल के मोती मेन रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ने लगते हैं तो ये देखकर मास्टर शेफ जेफ एक लात मारकर सभी मोतियों को रोक देते हैं। बिना टांग के बावजूद भी ये बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सांजी को ये देखकर गुस्सा आने लगता है क्योंकि ये पर्ल इसके रेस्टोरेंट को तबाह करना चाहता है, इसलिए सांजी सीधा इस पर हमला कर देता है और सांजी देखते ही देखते पर्ल को भी हरा देता है और अपना आखिरी हमला करने ही वाला होता है। तभी सांजी को वही पायरेट ब्लैकमेल करने लगता है जिसे सांजी ने खाना खिलाया था। ये सांजी से कहता है, अगर तुमने पर्ल पर एक भी हमला किया तो मैं तुम्हारे इस शेफ को मार डालूंगा। इसकी वजह से सांजी का ध्यान भटक जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर पर्ल सांजी पर हमला कर देता है और सांजी की हालत खराब हो जाती है। और जैसे ही एक दूसरा हमला करके इसे मारने वाला होता है, जिन पर्ल को रोक देता है और कहता है कि ये सांजी के साथ 1v1 करना चाहता है। सांजी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, पर फिर भी सांजी वर्सेस जिन की फाइट होती है, जिसमें शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि ये जिन सांजी को मार देगा, पर कुछ देर तक फाइट होती है और आखिर में सांजी जिन को हरा देता है। और तभी डॉन क्रीक देखता है कि सभी लोगों का ध्यान इन दोनों की फाइट पर था और डॉन क्रीक एक सही समय देखकर अपने एक जहरीले बॉम्ब से वहाँ पर अटैक कर देता है। डॉन क्रीक के सभी पायरेट्स के पास अपने अपने मास्क थे और इस जगह पर जैसे ही वो गैस हटती है तो हम देखते हैं कि सारे शेफ उस रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हैं। सांजी और लूफी की जान बचाने के लिए जिन लूफी को अपना हेलमेट दे देता है और सांजी को भी जान से बचा लेता है, पर इन दोनों को बचाने के चक्कर में जिन बेचारा मारा जाता है और मरने से पहले सांजी से माफी मांगता है। ये डॉन क्रीक को यहाँ पर लेकर आया, पर मैं इसे इसलिए नहीं लेकर आना चाहता था, और जिन की मौत हो जाती है। और डॉन क्रीक जिन की मौत का दुख मनाने के बजाय उसकी मौत पर हंसते हुए कहता है, कितना बेवकूफ कुत्ता था मेरा, तुम्हारी जान बचाने के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया। लूफी को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जिन, सांजी और पर्ल ये तीनों अब घायल हो चुके हैं और अब लूफी वर्सेस डॉन क्रीक की फाइट रह चुकी है। इसके बाद दोनों फाइट करना शुरू कर देते हैं। लूफी अपनी गम पावर का यूज करके डॉन क्रीक पर हमले करता जा रहा था तो डॉन क्रीक अपने ऊपर एक मेटल से बनी हुई एक कांटों की शील्ड बना लेता है, पर लूफी रुकता नहीं है और उसके कांटों पर ही पंच मार देता है। और इसका पंच इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि इन नुकीले कांटों के ऊपर ही इतनी तगड़ी वाइब्रेशन बनती है कि डॉन क्रीक दूर जाकर गिरता है। पर तभी हम देखते हैं कि डॉन क्रीक मरा नहीं है और फिर से लूफी
लूफी पर हमला कर देता है। तेरी मौत मेरे ही हाथों लिखी है बच्चे। लूफी जीभ निकाल कर इसे चिढ़ाने लगता है। अच्छा बच्चे, तू हराएगा मुझे, आजा आजा। और तभी डॉन क्रीग रियलाइज करता है कि जो भी डेविल फ्रूट यूजर होता है जैसे कि लूफी, वो लोग पानी के अंदर नहीं तैर पाते और ये बंदा एक प्लान सोचता है कि इसे किसी न किसी तरीके से पानी के अंदर डुबाकर मारा जाए। और सही समय देखकर लूफी के ऊपर एक नेट फेंक देता है और लूफी पानी की तरफ गिरने लगता है। एक डेविल फ्रूट यूजर कभी भी तैर नहीं सकता और इनकी सबसे बड़ी कमजोरी पानी होती है। लूफी अपने हाथों को बाहर निकालता है और एक आखिरी बार डॉन क्रीग पर हमला कर देता है और डॉन क्रीग घायल हो जाता है। पर डॉन क्रीग को हराने के बाद लूफी पानी के अंदर चला जाता है और समुद्र की गहराइयों के अंदर जाने लगता है। पर सही समय पर सांजी यहाँ पर आकर लूफी को बचा लेता है। सांजी इसे जगाने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद लूफी को होश आता है और जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो अपने सामने सांजी को दिखता है और तभी ये नोटिस करता है कि इसकी हैट गायब है। ओ भाई, मेरी हैट कहाँ है? अरे यार चिंता मत करो, तुम्हारी हैट उस ड्रॉर के ऊपर रखी हुई है। सांजी शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। तो क्या अब तुम मेरे क्रू में ज्वाइन होगे? हम साथ मिलकर अपने सारे गोल्स को पूरा करेंगे। लूफी की इस बात को सुनकर सांजी को अपना गोल याद आता है और हमें पहली बार पता चलता है कि सांजी का गोल क्या है। दरअसल सांजी ऑल ब्लू को पाना चाहता है। दरअसल ये ऑल ब्लू ग्रैंड लाइन में पाने जाने वाले सी फूड्स हैं और अगर सांजी को इस दुनिया का नंबर 1 कुक बनना है तो इसे ग्रैंड लाइन में जाकर ऑल ब्लू को पाना ही होगा, जहाँ पर हर तरह की मछलियाँ और सी फूड पाया जाता है। और सांजी लूफी का क्रू ज्वाइन करने के लिए मान जाता है और इसी के साथ लूफी को एक और क्रू मेंबर मिल चुका है। अब थोड़ी देर बाद शेफ लूफी, सांजी और सभी के लिए आगे के सफर के लिए खाना तैयार कर रहे होते हैं और तभी मास्टर शेफ यहाँ पर आते हैं। ये वही बुक है जो कि डॉन क्रीग पाना चाहता था। इस बुक में वो सारे राज हैं जिसका यूज करके तुम ग्रैंड लाइन के पास जा सकते हो। नहीं, आपका शुक्रिया, मैं इसके लिए मेहनत करना चाहता हूँ। मैं कोई शॉर्टकट नहीं पाना चाहता सर। जैसा कि मुझे लगा ही था बच्चे, तुम यही जवाब दोगे। मुझे तुम पर गर्व है बच्चे, तुम एक पायरेट किंग जरूर बनोगे। और इस तरफ सांजी पूरे रेस्टोरेंट के चक्कर लगा रहा था और बचपन से लेकर अब तक की सारी मेमोरीज को याद करता है कि उसने कैसी कैसी मेमोरीज बिताई हैं इस रेस्टोरेंट में। और अब इसके बाद सांजी का लूफी के साथ जाने का समय आ चुका है। सांजी अपने कदम आगे बढ़ाता है। सांजी मन ही मन रो रहा होता है, उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। और जैसे ही सांजी लूफी की बोट में आकर खड़ा होता है तभी उसे पीछे से आवाज आती है, सांजी तुम्हें पता है ना, जब किसी नई जगह पर जाते हो तो तुम्हें सर्दी हो जाती है, अपना ध्यान रखना, हमें तुम्हारी बहुत याद आएगी सांजी। सांजी पीछे मुड़कर देखता है और सभी शेफ से रो रहे होते हैं। ये देखकर सांजी भी रो पड़ता है। सांजी अपने आंसुओं पर कंट्रोल नहीं कर पाता और आखिरकार सांजी और लूफी अपने आगे के सफर के लिए निकल जाते हैं और सभी शेफ्स सांजी को गुड बाय कहते हैं और इसी के साथ बाराती आर्क खत्म हो जाती है। अब बाराती आर्क के खत्म होने के बाद हमें एक नया क्रू मेंबर मिल चुका है जिसका नाम सांजी है और अब एक नए दिन और एक नए सफर के साथ आरलोंग पार्क की शुरुआत होती है। और इसके बाद हम सांजी, लूफी, जॉनी और यूसाकू को देखते हैं। हम देखते हैं कि यूसाकू बहुत ज्यादा टेंशन में होता है लेकिन लूफी और सांजी दोनों मस्ती मजाक कर रहे होते हैं। यूसाकू बीच में आकर बोलता है, अरे यार तुम सिचुएशन को समझ नहीं रहे, नामी को आरलोंग ने पकड़ लिया होगा। पर एक सेकंड, अब ये मत कहना तुम्हें आरलोंग नहीं पता। इन दोनों के अलावा आप सभी को और मुझे भी अभी तक नहीं पता है कि आरलोंग क्या चीज है। यूसाकू सीटी बजाकर पूरा माहौल क्रिएट कर देता है। सभी लोग मेरी बात सुनो, आरलोंग एक फिशरमैन है जो कि ग्रैंड लाइन में जाकर तबाही मचाता था। क्या ये फिशमैन क्या होता है भाई? लूफी अपनी ड्राइंग स्किल्स दिखाता है। क्या मास्टरपीस बनाया है तुमने, बहुत बढ़िया लूफी। चुप करो, मेरी बात सुनो। ग्रैंड लाइन को लुटेरों का कब्रिस्तान ऐसे ही नहीं कहा जाता, ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर 3 बहुत बड़ी पावर्स रूल करती हैं। उनमें से एक है 7 वॉरलॉर्ड्स ऑफ द सी। वो 7 वॉरलॉर्ड्स सरकार के लिए काम करते हैं। एक सेकंड, एक पायरेट ग्रुप को गवर्नमेंट क्यों अप्रूवल देगी भाई? हाँ, दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि वो 7 वॉरलॉर्ड अपनी लूट का एक हिस्सा सरकार को देते हैं और वो मीहॉक भी उन 7 वॉरलॉर्ड्स में से एक है। और ऐसे ही उन 7 वॉरलॉर्ड्स में से एक है जिम्बे, फिशमैन पायरेट्स का बॉस। और आरलोंग उन सभी में से एक है जो कि ग्रैंड लाइन में जाकर एक के बाद एक जगह पर जाकर तबाही मचाता है। उसने ईस्ट ब्लू के अंदर 20 शहरों के अंदर अपना कब्जा जमा रखा है। अच्छा, तो नामी उसके पास अकेले गई क्यों होगी? शायद हो सकता है कि वो उस पर लगे इनाम के पीछे है। तुम्हें नहीं पता वो कितना ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद हम गोइंग मैरी को देखते हैं, यानी कि लूफी की शिप को। उसके ऊपर नामी खड़ी होती है, बहुत चुप चुप लग रही थी और इंतजार कर रही थी कि कब ये आरलोंग पार्क पहुंचेगी क्योंकि इसका होम टाउन भी यहीं पर है। अब इसके बाद हम एक बहुत बड़ी सी जगह को देखते हैं और इस जगह का नाम ही आरलोंग पार्क है। और तभी हम देखते हैं कि कोई अपने महीने का खर्चा किसी को दे रहा होता है और सामने एक नेवी का बंदा बैठा होता है। आरलोंग, तुम तो काफी समझदार हो बाकी पायरेट से, हाँ? और यही बंदा है आरलोंग, वही बंदा जिससे नामी मिलना चाहती है। और इस तरफ नामी भी आ जाती है, पर जैसे ही आरलोंग पार्क के अंदर जाने वाली होती है तभी पीछे से एक बच्चा यहाँ पर आ जाता है। ये बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा था क्योंकि आरलोंग ने इसके पापा को मार दिया है और बदला लेने के लिए आरलोंग को मारने यहाँ पर आ चुका है। तुम साइड हो जाओ वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगा। नामी अपना डंडा निकालती है और उसे मार कर गिरा देती है। आरलोंग के पास तुम जैसे बच्चों के लिए समय नहीं। और उसके सामने पैसे फेंकती है और कहती है, इन्हें रख लो, तुम्हारे काम आएगा और चले जाओ यहाँ से। नामी आरलोंग पार्क के अंदर चली जाती है और जब आरलोंग उसे देखता है तो बहुत खुश हो जाता है। नामी, तुम आ गई? हाँ, मैं आ गई। मुझे बहुत सारे पागल भी मिले रास्ते में जो कि मेरी बातों में आसानी से आ गए। वैसे भी तुम्हें धोखा देना बहुत अच्छे से आता है। चलो पार्टी की जाए, नामी आई है। भाई क्या चल रहा है ये? क्या नामी भी इन सभी के साथ मिली हुई है? पर नामी का सीक्रेट क्या है और ये आरलोंग के साथ क्यों मिलने आई है, इसके बारे में हमें आगे पता चलने वाला है। और इस तरफ उसॉप और जोरो आरलोंग पार्क में पहुंच जाते हैं और जोरो कहता है, हमें उन्हें अंदर घुसकर मारना होगा। ये सुनकर जॉनी और उसॉप बुरी तरह से डर जाते हैं। ओ भाई जोरो, आराम से, इतना एक्साइटेड क्यों रहता है? क्योंकि लूफी ने मुझे नामी को वापस लेकर आने के लिए कहा है और जैसा लूफी बोलेगा मैं वैसा ही करूंगा। अरे यार
यार युसाको भाई, हम दिक्कत में पड़ सकते हैं, ये अच्छा नहीं है। और ये दोनों एक हथौड़ा उठाते हैं और जोरो को मारकर उसे पीछे बांध देते हैं। ये लोग सोचते हैं कि आरलोंग पार्क तो उस तरफ है, तो नामी की विलेज कोकोयाशी विलेज के सामने क्या कर रही है। और तभी इनकी नजर बहुत सारे फिशमैन पर जाती है। ये देखकर ये दोनों घबरा जाते हैं। अबे ओ मुझे खोलता दो भाई, ये क्या करते हैं। वो फिशमैन ये सारी बातें सुन लेते हैं। कुछ गड़बड़ लगती है, चलो चेक किया जाए। ये लोग पानी में तैर कर इनकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और उसॉप और जॉनी कूद जाते हैं। जोरो को अकेला छोड़कर यहाँ से भाग जाते हैं। ये फिशमैन जोरो से पूछते हैं, पाजी लगता है आपके साथियों ने आपको धोखा दे दिया। और ये दोनों फिशमैन जोरो को उठाकर आरलोंग के पास लेकर जाने लगते हैं। और ये देखकर उसॉप और जॉनी उससे माफी मांगते हैं। माफ करना जोरो भाई, लूफी को जरूर बताएंगे कि तुम कितने बहादुर पायरेट थे, हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे बड़े भैया जोरो। ये दोनों लैंड पर उतरते हैं और देखते हैं कि सामने पूरा का पूरा विलेज तहस नहस हो चुका है। सभी घर यहाँ पर उल्टे पड़े हुए हैं। मैंने सुना तो था कि फिशमैन नॉर्मल इंसानों से बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। उसॉप इसके बारे में सोच ही रहा था कि तभी पीछे से एक फिशरमैन आ जाता है। उसॉप बुरी तरह से डर जाता है और अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी एक बच्चा आता है और उसके पैर मार कर इसे गिरा देता है। और ये वही बच्चा था जो कि आरलोंग को मारने आया था अभी थोड़ी देर पहले। उसे लग रहा होता है कि उसॉप एक फिशरमैन है और उसे मारने ही वाला था, पर तभी पीछे से एक लड़की आती है और इस बच्चे पर मारती है। ये लड़की बहुत ज्यादा डरी होती है और बोलती है, क्या तुम भूल गए हाँ, कैसे उन सभी ने पूरे शहर को खत्म कर दिया, सभी लोगों को मार दिया क्योंकि सिर्फ एक विलेजर ने उनकी बातों को सुनने से इनकार कर दिया। क्या तुम चाहते हो कि वो सब वापस से हो। हाँ, ये लड़की उसॉप की तरफ देखती है ये फिशरमैन तो नहीं लग रहा। और हम देखते हैं कि वो फिशरमैन उसॉप का पीछा करते करते यहाँ पर पहुंच जाता है। उसॉप भी अपनी गुलेल निकालता है और उसे मारने वाला होता है। लेकिन तभी ये लड़की पीछे से हथौड़े से उसॉप पर हमला करती है। मैंने तुम्हें कहा था ना कि अगर तुमने उसे कुछ भी किया तो वो फिशरमैन हमें मार देंगे। एक ही बात पता नहीं कितनी बार समझानी पड़ती है तुम्हें। और उसॉप को छुपाने के बाद उस फिशरमैन को बोलती है, हाँ वो लंबी नाक वाला उस तरफ गया है। ये दोनों डिसाइड करते हैं कि लोग उसॉप को अपने घर पर लेकर जाएंगे। और इस तरफ सांजी बोट के अंदर अपना खाना बना रहा होता है, जिसे देखकर लूफी के मुंह में पानी आने लगता है। पर सिर्फ लूफी के ही नहीं, किसी और के मुंह में भी ये खाना सूंघ कर पानी आने लगता है। और समुद्र के अंदर हम एक मॉन्स्टर को देखते हैं जिसकी आंखें खुल चुकी हैं और उस खाने के पीछे भागने लगता है और लूफी की शिप के नीचे आ जाता है। और इस तरफ आरलोंग पार्क के अंदर दो आदमी आरलोंग से बोलते हैं, सर हम किसी को लेकर आए हैं। दरअसल ये दोनों जोरो को लेकर यहाँ पर आए हैं। मैं एक लड़की को ढूंढने आया हूँ। आधी मछली। क्या आधी मछली? हाँ बहुत ज्यादा बोलते हो तुम। इस बार मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन आगे से मुझे कभी आधी मछली मत कहना। हम लोग पानी के अंदर सांस लेने की काबिलियत रखते हैं और हम इवॉल्व्ड ह्यूमंस हैं। हमारी काबिलियत तुम चिंदी इंसानों से बहुत ज्यादा है। इस बात को अपने दिल और दिमाग में बिठा ले। और तभी नामी यहाँ पर आ जाती है। उसे देखकर जोरो हक्का बक्का रह जाता है। पर नामी आरलोंग से कहती है, मैंने इस आदमी से बहुत ज्यादा खजाना लूटा है और ये यहाँ पर भी आ गया मेरा पीछा करते करते। इसे पता भी नहीं है कि ये किस जाल में फंस चुका है। क्या तू हमेशा से ही ऐसी थी नामी? हाँ तूने तो कहा था कि तुझे पायरेट्स पसंद नहीं। चौंक गए ना, वो सब कुछ एक ड्रामा था। हम देखते हैं कि नामी के हाथों के ऊपर एक टैटू बना हुआ था और वो टैटू और आरलोंग का फ्लैग बिल्कुल सेम होते हैं। और नामी बताती है कि आरलोंग पायरेट्स की लीडर है। और इस तरफ सांजी बोट के नीचे देख रहा होता है और तभी वही मॉन्स्टर यहाँ पर आ जाता है जिसे हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। ये एक भैंस है क्या? कितनी बड़ी है? नहीं गाय तो नहीं है, कहीं हिप्पो लग रहा है। लूफी उसे एक पंच मारता है। गम गम पिस्टल, जो मेरे खाने के पीछे पड़ेगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये सब देखकर सांजी लूफी को लात मार देता है और सामने पड़े खाने को उस मॉन्स्टर के पास लेकर जाता है। ये लो खा लो इसे, तुम बहुत भूखे लगते हो। ये मॉन्स्टर अपने दांत खोलता है और जैसे ही ये मॉन्स्टर अपने दांत खोलता है तो सांजी इसे एक किक मार देता है। युसाको को कुछ भी समझ में नहीं आता कि भाई अभी इतना प्यार दिखा रहा था इस पे, इसको खाना वगैरह दे रहा था और अभी इस पे लात भी मार दी इसने। ये कैसा प्यार है भाई तेरा? दरअसल ये मॉन्स्टर उस सी फूड के साथ साथ सांजी को भी खाने वाला था, इसलिए सांजी ने इसे एक लात मार दी। ये मॉन्स्टर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और इन पर हमला करने वाला होता है। पर तभी सांजी इसे खतरनाक लात मारता है जिसका नाम था कोरलियर शूट। इस तरफ उसॉप फाइनली जाग जाता है और सामने उसी लड़की को अपने सामने बैठा हुआ दिखता है। ये लड़की बताती है कि इसका नाम है नोजिको। पर सामने वही बच्चा भी बैठा होता है और उसे पूछती है, तुम तो गोसा विलेज में रहते थे ना, तुम मारे जाओगे अगर तुमने उनसे दोबारा पंगा लिया। मुझे पता है, पर उन लोगों ने मेरे पापा को मार दिया। उन लोगों ने हमारे गाँव से सारा सामान लूट लिया और बहुत सारे लोगों को मारा। इसलिए मैं आरलोंग पार्क गया था उस मॉन्स्टर को मारने के लिए, लेकिन एक लड़की ने मुझे वहाँ से भगा दिया। मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं मर भी जाऊँ मैं अपने फादर का बदला जरूर लेकर आऊंगा, भले ही इसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए। हाँ तुम मर जाओ फिर, अगर तुम्हें मरने का इतना ही शौक है तो जाओ लड़ लो उससे। वैसे भी तुम कुछ करने के लायक नहीं। मैं एक बच्ची को जानती हूँ जिसने मौत से भी ज्यादा बदतर जिंदगी जी है, लेकिन फिर भी उसने अपने लक्ष्य को लेकर कभी हार नहीं मानी। इसलिए मुझे वो लोग पसंद नहीं, दुख की बात बात पर मरने की बात करते हैं। तो मुझे करना क्या चाहिए? क्या तुम्हारी मम्मी जिंदा है? हाँ वो जिंदा है। तो तुम घर जाओ, वो तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। और ये बच्चा यहाँ से चला जाता है। तुम तो काफी अच्छे हो। वैसे मेरा नाम है कैप्टन उसॉप और मैं यहाँ पर नामी नाम की एक लड़की की तलाश में हूँ। नामी? और नोजिको इसे सारी बातें बताती है और उसॉप चौंक जाता है जब इसे पता चलता है कि नामी आरलोंग पायरेट्स की लीडर है। उसका नाम यहाँ पर बहुत ज्यादा बदनाम है और वो इसी घर में पली बड़ी है। नोजिको एक फोटो फ्रेम उठाती है और उसमें नोजिको और छोटी वाली नामी होती है। नोजिको बताती है कि वो और नामी अडॉप्टेड है, पर ये तीनों इस घर में बहुत शांति से रहते थे, इस कोकोयाशी विलेज में। पर एक दिन नामी हम सभी को धोखा देकर आरलोंग के ग्रुप को ज्वाइन कर लेती है। क्या इसका मतलब है वो अभी तक हमें पागल बना रही थी? भले ही उसने मेरे गाँव को बचाने में मेरी हेल्प की और हमारे साथ दिल खोलकर हंसती थी, हम उसे यहाँ से लेने आए थे, पर मुझे नहीं लगता कि अब इसकी कोई जरूरत है। और इस तरफ आरलोंग पार्क के अंदर जोरो बैठा होता है और नामी जोरो से कहती है, क्या अब तुम्हें समझ में आया? मैं हमेशा से ही तुम्हें इस्तेमाल करते आई हूँ जोरो। हाँ अगर इसे पैसे दिए जाएं तो ये अपने माँ
आपकी मौत को भी भूल सकती है। ये बात सुनकर नामी का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। मैंने वैसे भी इस लड़की पर कभी विश्वास नहीं किया था। और जोरो पीछे पड़े तालाब के अंदर गिर जाता है। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और ये खुद को बचा भी नहीं सकता था। और नामी जोरो को बचाने के लिए पानी के अंदर कूद जाती है और उसे बचाकर वापस से सरफेस के ऊपर लेकर आती है। ये तुमने क्यों किया? हाँ, ज्यादा बनो मत समझी, तुम एक इंसान को मरते हुए देख भी नहीं सकती हो। नामी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इसकी छाती के ऊपर एक लात मार देती है जहाँ पर उसे चोट लगी हुई थी। हाँ तो क्या करना है अब इसका? मैं इसे खुद देख लूंगी। एक दूसरा फिशरमैन आता है और बताता है कि उसने एक लंबी नाक वाले एक आदमी को यहाँ पर देखा था और उसे लगता है कि वो कोकोयाशी विलेज के अंदर जा चुका है। कोई बात नहीं, मुझे वैसे भी वहाँ पर एक काम था। और आरलोंग के कोकोयाशी विलेज को विजिट करने की बात आग की तरह फैल जाती है और गाँव के सभी लोग सोच रहे होते हैं शायद उसे पता चल चुका है कि हमारे पास हथियार है। और जैसे ही आरलोंग इस विलेज के अंदर आने वाला होता है सभी लोग अपने घर के अंदर छुप जाते हैं। आरलोंग एक बंदे के पास जाता है और उससे पूछता है, तू ही है ना वो जिसके पास बहुत सारे हथियार है? हाँ, क्योंकि मुझे शौक है बंदूकें कलेक्ट करने का। हथियारों के होने से सिर्फ विद्रोह की भावना आती है। नोजिको और उसॉप ये सब कुछ देख रहे होते हैं पीछे खड़े हुए। हम आरलोंग को हर महीने पे करते हैं, हम पैसों से अपनी जिंदगी खरीद रहे हैं और इस विलेज के अंदर जो भी आदमी पैसे नहीं देता उसका पूरा गाँव तबाह कर दिया जाता है और इसी की वजह से गोसा विलेज का ये हाल हो चुका है। आरलोंग पार्क के अंदर जोरो कैद में होता है। नामी यहाँ पर आती है, अपने हाथ में चाकू लिए उसकी सारी रस्सियों को काट देती है। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ और उसके सामने उसकी तलवार रख कर यहाँ से चली जाती है। और इस तरफ आरलोंग उस आदमी को मारने ही वाला होता है कि तभी नोजिको यहाँ पर आ जाती है और बोलती है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, हमने 8 सालों तक तुम्हें लगातार पैसे दिए हैं, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि अब हम तुम्हारे खिलाफ बगावत कर रहे हैं? हाँ, नोजिको की बातें सुनकर सभी विलेजर्स भी बाहर आ जाते हैं पर ये आदमी सभी को कहता है, तो सभी लोग अंदर जाओ, अगर आज हमने कुछ भी किया तो हमारे 8 साल बर्बाद हो जाएंगे। आरलोंग उसे जमीन के ऊपर फेंक देता है और उस आदमी को दोबारा से उठाता है और दोबारा से फेंकने ही वाला होता है कि तभी उसके हाथों पर एक हमला होता है। ये लोग पीछे मुड़कर देखते हैं और ये काम उसॉप का होता है। मेरा नाम कैप्टन उसॉप है और मैं समुद्र का एक बहुत बहादुर पायलट हूँ और अगर आज तुम्हें मरना नहीं है तो यहाँ से चले जाओ, भले ही तू 10,000 लोग लेकर आ जा, मैं एक एक को चीर कर रख दूंगा। बस इतना ही सुनने की देर थी और उसॉप बुरी तरह से डर जाता है। उसॉप यहाँ से भागने लगता है। गिनसम नाम का एक आदमी उसी आदमी को ट्रीटमेंट देता है और सामने से नामी भी यहाँ पर आ रही होती है और जैसे ही उसे देखते हैं तो सभी लोग अपने घर चले जाते हैं और सिर्फ नोजिको और गिनसान यहाँ पर बचते हैं और वो डॉक्टर भी जो कि इसे ट्रीट कर रहा था। नामी किसी की कब्र के सामने जाकर बोलती है, बस 70 लाख बेरीज और इसके बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। पैसा सब कुछ ठीक कर देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं 10 करोड़ बेरीज इकट्ठा करके अपने गाँव को खरीद लूंगी। और इस तरफ जोरो चेयर के ऊपर बैठा होता है। सभी फिशमैन्स को मारकर जोरो लूफी का इंतजार कर रहा होता है और हम देखते हैं कि लूफी उस सी मॉन्स्टर को अपना पेट बना लेता है और उस पर सवारी करते हुए जा रहा होता है। और इस तरफ उसॉप जैसे तैसे करके खुद को बचा रहा होता है एक पेड़ के साथ कैमोफ्लेज होकर। और तभी एक फिशरमैन इसे देख लेता है और उसे पकड़ लेता है। उसॉप डर के मारे नीला पड़ जाता है और इस तरफ जोरो के सामने हाची नाम का एक बंदा आ जाता है। तो मुझे हाची पुकार सकते हो क्या? तुम हमारे कोई गेस्ट हो? हाँ, मुझे कोकोयाशी विलेज जाना है। ठीक है, तुम मेरे मेहमान हो, उस मटकी के अंदर बैठ जाओ, मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर जाऊंगा। थोड़ी देर बाद आरलोंग अपनी आरलोंग पार्क के अंदर आता है और चौंक जाता है जब वो देखता है कि उसके सभी फिशमैन्स को किसी ने मार दिया है और इनमें से एक फिशमैन जो कि बहुत ज्यादा घायल है आरलोंग को बताता है, ये काम रोरोनोआ जोरो का है। क्या वो पायरेट हंटर? आरलोंग ये सुनकर चौंक जाता है और तभी वही फिशरमैन उस सब को लेकर यहाँ पर आ जाता है और इसे आरलोंग के सामने पेश करता है। और जब जोरो कोकोयाशी विलेज पहुंच जाता है तो उसे पता चलता है कि उस सब को कैप्चर कर लिया गया है और आरलोंग के सामने होगा इस वक्त। और इस तरफ आरलोंग उस सब के ऊपर पैर रखकर बैठा होता है। तुम जोरो के आदमी हो ना? अरे यार मुझे मत मारो प्लीज, अगर तुमने मुझे जिंदा रखा तो शायद जोरो यहाँ पर आ जाएगा। और तभी एक और फिशमैन यहाँ पर आता है और बोलता है, इन सब के पीछे पक्का नामी का हाथ होगा और शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो जोरो के साथ हमेशा सही काम कर रही थी। हाँ, वैसे भी धोखा देना उसकी काबिलियत है। नामी यहाँ पर आ जाती है और बोलती है, मेरे बारे में फालतू बातें बनाना बंद करो। मैंने 8 साल पहले कसम खाई थी कि मैं तुम लोगों के साथ काम करूंगी। मुझे माफ करना नामी। तुम कब तक मुझ पे शक करते रहोगे? हाँ। और तभी हाची भी यहाँ पर आ जाता है और अपने भाइयों की ऐसी हालत देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। मैं तुम सभी को कभी माफ नहीं करूंगा, एक बार वो मिल जाए जिसने ये काम किया। उस सब अपने मन में सोचता है कि बस थोड़े ही टाइम की बात है, इसे बस किसी तरह से इन्हें उलझा कर रखना होगा और इसके बाद जोरो इसे बचाने के लिए यहाँ पर आ जाएगा और अपनी गुलेल निकाल कर इन्हें मारने ही वाला होता है। पर तभी नामी सामने आती है और उस सब को अपने डंडे से बहुत बुरे तरीके से मारती है। क्या तुम मुझसे लड़ना चाहती है? हाँ नामी, भले ही तूने हमारी शिप को चुरा लिया पर लूफी को अभी भी तुझ पे पूरा विश्वास है। उसने एक बार भी तुझ पर शक नहीं किया और अभी भी तुझे वो नेविगेटर के रूप में देखना चाहता है। तू उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है? मैं सिर्फ पैसों पर विश्वास करती हूँ। वो सामने खड़े एक फिशरमैन से उसका चाकू निकालती है। उस सॉप बुरे तरीके से डर जाता है, अपने बैग से एक बॉल निकालता है और नामी पर हमला करता है और तभी चारों तरफ स्मोक हो जाती है और इसका फायदा उठाकर नामी उस सॉप के पेट के अंदर चाकू घोंप देती है। नामी उस सॉप को मार देती है और उस सॉप पीछे तालाब के अंदर गिर जाता है। उस सॉप पानी के अंदर डूबने लगता है और उस खून से लथपथ चाकू को उस फिशमैन को दे देती है। मेरा सिर्फ एक ही मकसद था इस आरलोंग ग्रुप को ज्वाइन करने का और वो है अपने गाँव को कोयाशी विलेज को खरीद लेना। मेरे पास बहुत ही जल्द 10 करोड़ बेरीज हो जाएंगी। हाँ, मैं उस वादे को नहीं तोड़ूंगा। जॉनी ने ये सब देख लिया था कि नामी ने उस सॉप को कैसे मारा। इसके बाद हम लूफी को देखते हैं जो कि अभी भी उस मॉन्स्टर की सवारी कर रहा था और ये मॉन्स्टर जमीन के ऊपर जाकर टकरा जाता है और इसी मॉन्स्टर बुरी तरह से घायल हो जाता है और जैसे ही ये शिप लैंड करती है तो यहाँ पे जोरो भी खड़ा होता है और ये शिप जोरो से टकरा जाती है। सालो मुझे मारना चाहते हो? हाँ? इस तरफ नामी अपने रूम के अंदर जाती है और हम देखते हैं कि इसका पूरा का पूरा रूम नक्शों से भरा हुआ था और इसके बाद नामी एक फ्लैशबैक को देखती है जहाँ पर बचपन
बचपन में आरलोंग उसे यहाँ पर लेकर आया था इस रूम में। नामी मन ही मन कहती है मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए मुझे वो करना पड़ा। और इस तरफ जॉनी सभी के सामने आकर इन सभी को बताता है कि उस सबको नामी ने मार दिया है। ये बात सुनकर ये तीनों हक्के बक्के रह जाते हैं और बीच के ऊपर हम एक अजीब से आदमी को देखते हैं जो कि अजीब से कपड़े पहनकर घूम रहा होता है। तो गाइस, नामी ने ऐसा क्यों किया और क्या है इसकी बैक स्टोरी, और नामी ने उस सबको क्यों मारा, और ये बंदा जिसे हमने अभी देखा ये है कौन, ये सब जानने के लिए अगला वाला पार्ट नहीं, यही वाला पार्ट देखिए। अब जॉनी इन सभी को बता देता है कि नामी ने उस सबको मार दिया है। ये बात सुन के लूफी जॉनी का कॉलर पकड़ लेता है। फालतू की बातें करना बंद करो। पर मैंने उसे अपनी आंखों से देखा था। मैंने कहा ना, फालतू की बातें करना बंद करो। नामी कभी ऐसा नहीं कर सकती, हम लोग दोस्त हैं। और तभी पीछे से नामी यहाँ पर आ जाती है। दोस्त? हाँ, मजाक करना बंद करो लूफी, तुम बस पागलों का एक झुंड हो जो कि एक साथ काम कर रहे हैं। नामी, तुमने उसे मारा है ना? मैंने अपनी आंखों से देखा। हाँ, तो मैंने उसे मार दिया और कुछ ही देर में शायद जोरो भी मरने वाला है, क्योंकि आरलोंग जोरो के पीछे है। जोरो ने आरलोंग के सभी भाइयों को मार दिया और अब जोरो नहीं बचने वाला। तुम आरलोंग के सामने कुछ नहीं। वो सब कहाँ है नामी? अच्छा वो, हाँ वो तो समुद्र के नीचे होगा अभी। अपनी बकवास बंद करो नामी, मुझे बताओ वो सब कहाँ पर है? जोरो नामी पर हमला करने वाला होता है, पर तभी सांजी जोरो को एक लात मार के इसे रोक लेता है। क्या तुम अब एक लड़की को मारने वाले हो जोरो? हाँ, बहुत हो गया तुम्हारा। और मैं तुम लोगों के पास इसलिए आई थी क्योंकि मुझे लगा कि तुम्हारे पास पैसा होगा, पर तुम लोग तो नल्ले हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं। और मेरे बारे में भूल जाओ लूफी, और एक नया नेविगेटर ढूंढ लो और ढूंढ लेना अपने वन पीस या जो भी है वो। गुड बाय लूफी। लूफी ये सारी बातें ध्यान से सुन रहा होता है और अचानक से जमीन के ऊपर गिर जाता है। मैं सोने जा रहा हूँ, मेरा इस आइलैंड को छोड़ने का मन नहीं, और यहाँ पर जो हो रहा है होता रहे, मुझे कोई मतलब नहीं, मैं सोने जा रहा हूँ। और ऐसा कहकर लूफी सो जाता है। कमाल है भैया बंदा, ये क्या? तुम्हें जो करना है करो, मर जाओ यहीं पर सबके सब। और बस इतना कहकर यहाँ से चली जाती है। और इस तरफ नोजी को उसी बच्चे के साथ समुद्र के किनारे पर आती है, क्योंकि सामने से एक मरीन शिप आ रही थी। इन्हें लगा कि इनसे हेल्प मांग कर ये लोग बच सकते हैं आरलोंग से। ये शिप बहुत ज्यादा बड़ी थी, पर तभी एक फिशरमैन इस बोट पर हमला कर देता है और अपने मुंह से पानी फेंक कर एक मरीन सोल्जर को घायल कर देता है। और तभी इस शिप का कमांडर यहाँ पर आ जाता है। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो चुपचाप सरेंडर। पर बंदा इसे भी आसानी से मार देता है। और एक दूसरा फिशरमैन नीचे से बोट को तोड़ रहा होता है, और तीसरा ऑक्टोपस वाला हाची एक बड़े से पहाड़ को खिसकाते हुए आगे की तरफ लेकर जा रहा होता है और उसे तेजी से घुमाता है, जिसकी वजह से पानी में एक वर्लपूल क्रिएट हो जाता है और पूरी शिप उस बवंडर के अंदर समा जाती है। और उसी के साथ साथ नोजी को, उस बच्चे और सभी विलेजर्स की उम्मीदें भी डूब जाती हैं कि वो अब बच सकते हैं। एक आखिरी उम्मीद थी जो कि अब खत्म हो चुकी है। और इस तरफ लूफी आराम से सो रहा है। भाई इसे कोई मतलब नहीं है, आरलोंग इन्हें मारने वाला है। अबे ओ लूफी, आरलोंग मारने वाला है हमें, तू सो रहा है यहाँ पे? क्या हरकत है ये? यहाँ पर रुकने की हमारे पास कोई वजह नहीं। नहीं, एक वजह है, लूफी यहाँ पर है तो मैं भी यहीं पर रहूंगा। एक मिनट, अब तुम ये मत कहना कि तुम नामी को दोबारा से हमारी टीम में ज्वाइन करवाना चाहते हो। नहीं, मुझे उस लड़की से अब कोई मतलब नहीं। लूफी ही डिसाइड करेगा कि कौन हमारा नेविगेटर बनेगा, और अगर वो नामी है तो मैं नामी को यहाँ पर लेकर आऊंगा। ठीक है, समझ गए हम लोग। और ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। सांजी जोरो से पूछता है, जोरो तुम्हें क्या लगता है नामी क्यों रो रही थी? क्या वो रो भी रही थी? हाँ, नहीं बाहर से तो नहीं, लेकिन अपने दिल के अंदर। हो सकता है कि उसने उसप को मारा इसलिए वो रो रही थी। क्या तुम मजाक कर रहे हो ना? तुम्हें सच में लगता है कि वो उसप को मार देगी? और तभी हम देखते हैं कि उसप मरा नहीं है, ये बंदा जिंदा है और ये भागते हुए इन सभी की तरफ आ रहा होता है। और अभी थोड़ी देर पहले बीच के किनारे जिस बंदे को हमने देखा था वो कोई और नहीं, उसप ही था। दरअसल नामी ने उसप को चाकू नहीं मारा था, बल्कि उसने अपने हाथ पर ही चाकू मारा था और सबके सामने ऐसे एक्ट किया जैसे कि उसने उसप को मार दिया है। और अगर नामी ऐसा नहीं करती तो शायद आरलोंग इसे सच में मार देता। इसलिए इससे पहले कि आरलोंग इसे मारता, नामी ने ये नाटक रचकर उसप की जान बचा ली। और ये सारी बातें उसप जल्द से जल्द जोरो और लूफी को बताना चाहता है। पर इस तरफ जोरो और सांजी ये दोनों एक छोटी सी बात पे लड़ने लगते हैं कि तभी उसप बीच में आ जाता है और ये अटैक उसप को लग जाता है। उसप, तुम जिंदा हो? शायद, लेकिन अब नहीं। और तभी लूफी भी उठ जाता है। अरे भाई उसप, क्या हो गया तेरे को? क्या नामी ने तुम्हारे साथ ही किया? और पीछे से जोरो और सांजी कहते हैं, नहीं ये हम दोनों का काम है। सालों अभी मर जाता मैं। ओए उसप, मैंने तो सुना था कि नामी ने तुझे मार दिया है। नहीं लूफी, ये पूरी तरह से सच नहीं है, बल्कि नामी ने तो मेरी जान बचाई है। और इस तरफ हम नोजिको को देखते हैं और जैसे ही अपने घर पहुंचती है तो वो देखती है कि सारी चेयर और बोतलें टूटी हुई होती हैं और घर के अंदर नामी थी। नामी कहती है, मैं बस यहाँ पर थोड़ा सा आराम करने के लिए आई हूँ। कौन है वो लोग? एक मिनट, क्या तुम उनसे मिल चुकी हो? हाँ मैं मिली हूँ एक से, उसकी नाक बहुत बड़ी सी थी और मुझे वो एक नंबर का झूठा लग रहा था। तुम मुझे बता सकती हो इसके बारे में? तुम्हें याद है ना, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे सारी बातें बताओगी। हाँ, मैंने सोचा था कि मैं उन्हें भूल जाऊंगी, उन्हें अपने दिमाग से पूरी तरीके से हटा दूंगी, पर मैं जितना उन्हें भूलने की कोशिश करती हूँ उतना ही मुझे वो याद आते हैं। सच तो ये है कि मैं भूल गई थी कि मेरे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे उनके साथ रहना पसंद है, काश मैं उनके साथ हमेशा रह पाती। दरअसल अभी नामी इन चारों की ही बात कर रही है और इस तरफ उसप इन सभी को बता चुका है कि कहानी क्या है। असली में नामी आरलोंग के ग्रुप के साथ काम कर रही है और मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह है, वो हमें कभी धोखा नहीं दे सकती। तो मुझे लगता है कि हमें आरलोंग पार्क पर सीधा हमला कर देना चाहिए। तभी नोजी को यहाँ पर आ जाती है। तुम कुछ भी कर लो, उन्हें कभी नहीं हरा सकते। सब सोच रहे होते हैं कि ये लड़की कौन है और उसप इन्हें बताता है कि ये नामी की बड़ी बहन है। और सांजी इसे देखकर इस पे फिदा हो जाता है, इसकी आंखों में दिल विल बन जाते हैं और ये सिंपिंग करना शुरू कर देता है। नामी को अकेला छोड़ दो और इस गांव से चले जाओ। मैं तुम्हें उसकी कहानी बताने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ एक शर्त पर। वो कहानी सुनकर तुम इस गांव को छोड़कर चले जाओगे। हाँ ठीक है, मुझे उसके पास्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं नहीं जानना चाहता। उस पे ध्यान मत देना, वो ऐसा ही है। हम तुम्हारी कहानी सुनना चाहते हैं। और जोरो एक पेड़ के पास जाकर बैठ जाता है और थोड़ी देर बाद ये भी सो जाता है। और नोजी को समझ आती है कि नामी इन सभी को आसानी से भूल क्यों नहीं पा रही। ये सभी लोग बहुत ज्यादा
इंटरेस्टिंग है और इनके साथ दिल लगा रहता है। और इस तरफ कोकोयाशी विलेज के अंदर चूहे जैसा दिखने वाला कमांडर यहाँ पर आ जाता है, जिसका नाम है कोलोनल नेजुमी, और ये बंदा नेवी ब्रांच 16 का कोलोनल है। और सामने खड़े विलेजर्स से पूछता है, गेंजो कहाँ पर है? गेंजो वही बंदा है जिसे हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, जिसके पास हथियार वगैरह थे। गेंजो सामने आता है। जी सर, मैं ही हूँ गेंजो। मुझे वहाँ पर लेकर चलो जहाँ पर नामी नाम की लड़की का घर है। नामी? पर क्यों सर? चुपचाप हमें रास्ता दिखा। और इस तरफ नोजिको नामी की कहानी सुनाना शुरू कर देती है। ये आज से 8 साल पहले की बात है। और हम नामी और नोजिको का बचपन देखते हैं। नामी उस समय कोकोयाशी विलेज के अंदर ही रहा करती थी और नामी और नोजिको अपनी पूरी जिंदगी में उन्हें कभी नहीं भूल सकती, जिसका नाम था बेले मेरे। नामी एक मैप बनाती है कोकोयाशी विलेज का, यानी कि अपने ही गांव का। नामी लाइब्रेरी के अंदर जाती है, पर पैसे ना होने की वजह से वो एक बुक को चुरा लेती है। और तभी गिनसान यहाँ पर आ जाते हैं, यानी कि गेंजो, और उसे पकड़ लेते हैं बेवकूफ लड़की, और इसे इसके घर लेकर जाते हैं। बेले मेरे बाहर आती है और बोलती है, क्या हो गया, क्यों परेशान कर रहे हो? वेलकम होम नामी। इसने इतनी सारी चोरियां की हैं कि पूरे गांव में ये लड़की फेमस हो चुकी है। बेला मेरा उसे दिलासा देती है, कोई बात नहीं, तुमने उसकी बुक के लिए पैसे दे दिए ना, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन बाद में तुम मेरे साथ जो चाहो कर सकते हो। गिनसान ये सुनकर शर्मा कर भाग जाता है यहाँ से। अरे ओ क्या ये पागल वागल तू है? और ये दोनों हंसने लग जाते हैं। और तुम क्यों हंस रही हो? और उसे मारकर कहती है, अगली बार तुमने चोरी की तो तुम्हें 100 बार मारूंगी, समझी? नोजिको यहाँ पर आ जाती है। अगर मैं तुम्हारी जगह पर होती तो आराम से चुरा लेती, किसी को पता भी नहीं चलता। बेला मेरा इन दोनों को मारती है। चोरी करना बुरी बात है। अरे यार, हम तो मजाक कर रहे थे। ये देखो, नामी ने कितना बढ़िया मैप बनाया है। कोई भी यकीन नहीं कर सकता कि तुम्हारे जैसी एक छोटी सी बच्ची इस पूरे के पूरे विलेज का ऐसा नक्शा तैयार कर सकती है, और वो भी इतना बढ़िया। जी मॉम, मैं नक्शे के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ती हूँ और मुझे नक्शे बनाना पसंद है, और इसके लिए मैं पूरी दुनिया का सफर करना चाहती हूँ, और मैं उस हर जगह का नक्शा तैयार करूंगी जहाँ पर मैं घूमी हूँ। एक दिन तुम्हारा ये सपना जरूर पूरा होगा। अगले दिन बेले मेरे नामी के लिए एक ड्रेस बनाती है, पर नामी उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती है, क्योंकि ये पहले नोजिको के लिए तैयार की गई थी और ये इसे फिट भी नहीं आ रही थी। नोजिको नामी से कहती है, अरे तो क्या हो गया, मैं तुमसे सिर्फ 2 साल छोटी हूँ, तुम ये फिट आ जाएगी, पहन कर तो देखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे नए कपड़े चाहिए, और तुम मेरे बारे में मत बोलो, तुम मेरी असली की बहन नहीं हो, समझी? हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं है। बेला मेरी ये बात सुनकर नामी को एक जोरदार चांटा मारती है। तो क्या हुआ? हाँ, अगर तुम सच में बहनें नहीं हो, ऐसी फालतू की बात दोबारा कभी मत करना। आप भी हमारी असली मॉम नहीं हो। काश आपकी जगह हम किसी अमीर फैमिली में पैदा हुए होते। बेला मेरा ये बातें सुनकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है, ठीक है, तुम्हें जो करना है वो करो। अगर तुम्हें इस घर से और मुझसे इतनी ही ज्यादा नफरत है तो चली जाओ यहाँ से। और नामी गुस्सा होकर यहाँ से सचमुच चली जाती है। कुछ देर बाद बेला मेरा को रियलाइज होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। नोजी को यहाँ पर आती है और बोलती है, हम तीनों एक फैमिली है मॉम, और मुझे पूरा यकीन है कि नामी भी यही सोचती है। तुम बहुत स्ट्रांग हो नोजी को, ये सब मेरी गलती है। क्या तुम प्लीज मेरे लिए नामी को दोबारा से घर लेकर आ सकती हो? उसे कहना कि मैंने उसके लिए बहुत टेस्टी खाना तैयार किया है। और इस तरफ नामी गेंसान के घर पर होती है। मुझे लगता है पहला मेरे अब बहुत ज्यादा खुश होंगी, क्योंकि 2 बच्चों को पालने में बहुत ज्यादा पैसा लगता है, और मुझे लगता है कि गांव के सभी लोग मेरी वजह से उन्हें नफरत करते हैं, तो मैंने उनका घर छोड़ दिया। अरे यार, बेला मेरा बचपन से ही ऐसी थी, बचपन से ही बहुत ज्यादा बदमाश है, और अभी भी सबकी नजरों में वो बदमाश ही है। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं। ये बहुत समय पहले की बात है, जब हर जगह पर जंग छिड़ी हुई थी। बेला मेरे पायरेट्स के खिलाफ लड़ रही होती है, पर एंड में वो हार जाती है और बेला मेरे बहुत ज्यादा बुरी हालत में पड़ी होती है, लगभग मरने ही वाली थी कि तभी देखती है कि सामने से 2 बच्चे आ रहे होते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि नामी और नोजी को ही थे। बेला मेरे बहुत हिम्मत से उनके पास जाती है और उनके बारे में पूछती है, पर इन तीनों में से कोई भी एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानता था। जब नामी हंसती है तो बेला मेरे को जिंदा रहने की एक उम्मीद दिखाई देती है, और बहुत तेज तूफान में बेला मेरे उन सभी को लेकर अपने गाँव कोकोयाशी विलेज जाने लगती है। बहुत मुश्किल से कोकोयाशी विलेज पहुंचती है और उन सभी को एक डॉक्टर के पास लेकर जाती है। डॉक्टर, सभी लोग सोच रहे होते हैं कि ये 2 लड़कियां कौन है। इन्हें तूफान की वजह से बहुत तेज बुखार हो चुका है। ठीक है, इन्हें मेरे क्लिनिक लेकर चलो प्लीज, इन्हें मरने मत देना, मैं भीख मांगती हूँ। और फाइनली नोजिको और नामी होश में आते हैं, और इसके बाद बेले मेरे डिसाइड करती है कि इन दोनों को गोद लेने वाली है। गिनसान और डॉक्टर इसे समझाते हैं, अरे इन्हें मत पालो, तुम्हारी जैसी एक औरत कभी अच्छी माँ नहीं बन सकती है। मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है, समझे? मैं अभी इतनी बड़ी तो हो चुकी हूँ कि मैं इन दोनों को पाल सकती हूँ। आज से मैं इन दोनों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेती हूँ, और मैं इन दोनों के साथ ही रहने वाली हूँ। गाँव के सभी लोग इन दोनों को खुश देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं, पर तभी इनकी खुशियों को किसी की नजर लग जाती है। हम देखते हैं कि एक पायरेट्स का ग्रुप आता है, और ये कोई और नहीं बल्कि आरलोंग ही होता है। आरलोंग अपनी शिप के साथ आता है और पूरे के पूरे विलेज पर कब्जा कर लेता है। गेंसान नामी और नोजिको को कहीं पर छिप जाने के लिए कहता है। आरलोंग अपने पूरे क्रू के साथ कोकोयाशी विलेज के अंदर आ जाता है। इसी समय से ये विलेज नहीं, पूरा आइलैंड मेरे कब्जे में है। और सुन लो मेरी बात, यहाँ पर हर एक जवान आदमी को मुझे हर महीने 1 लाख बेरीज और हर एक बच्चे को 50,000 बेरीज देनी होंगी, और जो भी पैसे देने में असफल रहेंगे उन्हें मरना होगा। आरलोंग बहुत सारे विलेजर्स से पैसे कलेक्ट करना शुरू कर देता है और यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी इसका एक साथी कहता है, ओ ये देखो, सामने से किसी घर में धुआं आ रहा है। ये घर किसी और का नहीं बल्कि बेले मेरे का होता है। और अब आरलोंग उसके घर की तरफ जाने लगता है पैसे कलेक्ट करने के लिए। आरलोंग बेले मेरे सान के घर में पहुंचता है और बेले मेरे को लगता है कि नामी और नोजी को है, पर खिड़की के बाहर देखते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है, अंदर आ जाओ, खाना बन चुका है। और जैसे ही आरलोंग अंदर आता है तो इसके मुंह पर एक लात पड़ती है। बेले मेरे आरलोंग के मुंह के ऊपर एक गन तान देती है और बोलती है, ये तुम्हारी बुरी किस्मत है कि मैं एक नेवी की ऑफिसर हूँ। ये देखकर बाकी सभी फिशमैन्स हंस रहे होते हैं और आरलोंग भी हंसना शुरू कर देता है। कितने कमजोर हो तुम
लग और अपने दांतों से उस गन को तोड़ देता है। इस तरफ नामी और नोजिको बेलेमेरे की तरफ जाने लगती हैं अपनी मॉम को बचाने के लिए, पर तभी वो डॉक्टर आकर इन दोनों को पकड़कर यहाँ से ले जाता है। मेरी बातों को ध्यान से सुनो। और इस तरफ आरलोंग बेलेमेरे के हाथ पर बहुत जोर से मारता है, जिसकी वजह से बेलेमेरे की बाजू नीली पड़ जाती है। बेलेमेरे दर्द से चिल्ला रही होती है और तभी गेंसान यहाँ पर आ जाता है। बेलेमेरे 1 लाख एक अडल्ट के और 50,000 पर किड। अगर तुम मुझे ये पैसे दे देती है तो मैं तुम्हारी और उन दोनों छोटी बच्चियों की जानें बख्श दूंगा। तुम्हारी पूरी फैमिली का होता है 2 लाख। तुम्हारे पास कितने बड़े हैं? मेरे पास मुश्किल से 1 लाख होंगे। हाची देखता है कि अंदर 3 लोगों का खाना बन रहा होता है। तो ये 3 लोगों का परिवार है। हाँ, पर गिनसान सिचुएशन को संभालते हुए बोलते हैं, पहले मेरे ने मुझे आज इनवाइट किया था, मैं इनके घर पर आज खाना खाने वाला था। पहले मेरे इससे पैसे दे दो वरना हमारा खाना ठंडा हो जाएगा। इन्हें जल्दी से वो पैसे दे दो। दूसरा फिशरमैन रिकॉर्ड्स को चेक करता है और रिकॉर्ड में लिखा होता है कि बेलेमेरे सान अकेले थी, ये लड़की सिंगल है, इसका कोई बच्चा नहीं था। सेम बात वो डॉक्टर भी कहता है। नामी और नोजिको से इस तरफ, इस आइलैंड पर तुम्हारा जिंदा होने का कोई भी सबूत नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ इससे पहले कि उस राक्षस को तुम्हारे बारे में पता चल जाए। पर मैं बेलेमेरे को नहीं छोड़कर जाना चाहती। और तभी आरलोंग यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी बेलेमेरे इसे पीछे से आवाज लगाती है, रुक जाओ, तुम्हें किसने कहा कि वो पैसे मैंने तुम्हें अपने लिए दिए हैं? हाँ, वो पैसे मेरी दोनों बच्चियों के लिए हैं, मेरे पास खुद के लिए कुछ नहीं है। अगर तुम चाहते हो तो मुझे मार सकते हो। पहले मेरे, तुम पागल हो गई हो क्या? मुझे माफ करना गिनसान, मैं ये नहीं कह सकती कि वो दोनों मेरी बच्चियां नहीं है, भले ही मुझे इसके लिए अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। हम लोग खून के रिश्ते से नहीं बंधे हुए, भले ही नाम से ही सही, पर मैं उनकी माँ हूँ। बेलामेरे की इस बात को सुनकर नामी और नोजिको बेलामेरे की तरफ भागते हुए जाते हैं और इसे कस के गले लगा लेते हैं। मुझे माफ कर देना मेरी बच्चियों, मैं तुम्हारे लिए एक माँ के तौर पर कुछ नहीं कर पाई। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप प्लीज मरिए मत। बेलामेरे को अफसोस होता है कि वो नामी का सपना पूरा होते हुए नहीं देख पाएगी। ये तीनों दोबारा से कस के गले लगते हैं, पर तभी आरलोंग और उसके पायरेट्स इनके सामने आ जाते हैं। मुझसे वादा करो तुम इन दोनों को कुछ नहीं करोगे। हाँ हाँ जरूर, मैं कुछ नहीं करने वाला। गिनसन पीछे से इन पर हमला कर देता है बंदूकों से, पर तभी एक दूसरा फिशरमैन इसे अपनी तलवार से मारकर खत्म कर देता है और पीछे से बहुत सारे गांव के लोग आने लगते हैं। आरलोंग कहता है, इन्हें मारना मत, बस सबक सिखाना। और फिशमैन्स ऐसा ही करते हैं और बेलामेरे नामी और नोजिको को घर के अंदर फेंक देती है। और हम देखते हैं कि आरलोंग अपनी बंदूक को बेलामेरे की छाती के ऊपर रख देता है। नोजिको, नामी, आई लव यू बच्चों, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और आरलोंग इसे बंदूक से मार देता है। ये देखकर नामी और नोजिको पूरी तरह से टूट जाते हैं। मेरे राज्य के अंदर जिसके पास पैसे नहीं होंगे उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। हाची के हाथ में नामी के द्वारा बनाया गया वही मैप होता है। जब उस मैप को आरलोंग देखता है, ये तो बहुत बढ़िया है, इसे अपने साथ लेकर चलो, ये हमारे बहुत काम आ सकती है। ये और हाची नामी को यहाँ से लेकर जाने लगता है, इसे गले से पकड़कर। मुझे छोड़ो, जाने दो। ओए, बच्चे से अपना हाथ दूर रख। और तभी एक फिशमैन गेनसामा को बुरे तरीके से काट देता है, पर इसके बाद भी गेनसान हार नहीं मानते और नामी को बचाने के लिए जाते हैं। प्लीज अब रहने दीजिए, मुझे बचाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं किसी और को मरते हुए नहीं देखना चाहती। भाई बेचारी नामी, क्या बीत रही होगी भाई इस पे। नामी के पास पहले से कोई पेरेंट नहीं था और जिसने इसे गोद लिया अब वो भी नहीं रही। इसे बचाने के चक्कर में बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी और आरलोंग इस पूरे के पूरे गांव में तबाही मचाकर यहाँ से चला जाता है। और जितनी भी शिप्स कोकोयाशी विलेज को बचाने के लिए आई थी उन सभी को आरलोंग और उसके पायरेट्स ने डुबा दिया था। और इस तरफ हम हॉस्पिटल के अंदर गेनसान को देखते हैं। गेनसान मरते नहीं, बस घायल हो जाते हैं। इसके बाद नोजिको बेलामेरे की कब्र के पास जाती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि अब उसे क्या करना चाहिए। अब इसके अगले दिन गाँव के लोगों को आरलोंग की जगह पता चल चुकी है। हमें लगता है कि उसका इरादा यहाँ पर बसने का है। तो क्या हमें अभी फाइट करनी चाहिए या हमें सरकार से हेल्प लेनी चाहिए? सिर्फ हेडक्वार्टर्स के लोग ही आरलोंग से लड़ने की काबिलियत रखते हैं, लेकिन हेडक्वार्टर ग्रैंड लाइन में बसा हुआ है और वहाँ से मदद मिलने की संभावना ना के बराबर है। पर चाहे कुछ भी हो जाए मैं लड़ूंगा। हाँ, हम भी लड़ने के लिए तैयार हैं, चलो उनसे दोबारा से लड़ा जाए। और सभी लोग तैयार हो जाते हैं लड़ने के लिए। और तभी सामने से नामी आने लगती है। नामी को देखते ही नोजिको उसे गले से लगा लेती है और बाकी सभी विलेजर्स भी उसके पास आते हैं। क्या तुम ठीक हो नामी? आरलोंग ने तुम्हें कुछ किया तो नहीं? मैं आरलोंग पायरेट्स को ज्वाइन करने वाली हूँ, मैं उनके लिए काम करूंगी। गिनसान को कुछ भी समझ में नहीं आता। ये क्या कह रही हो नामी? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? क्या उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ किया? हाँ, उन्होंने तुम्हें ब्लैकमेल किया है ना? बताओ मुझे। कुछ दूर हो जाओ। और हम देखते हैं कि नामी के हाथ में आरलोंग पायरेट्स का टैटू बन चुका है, जिसका मतलब है कि इसने सच में आरलोंग पायरेट्स को ज्वाइन कर लिया है। नामी के हाथ में कुछ पैसे भी होते हैं। ये देखो, उन लोगों ने मुझे पैसे दिए और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं इससे कुछ भी खरीद सकती हूँ। नोजिको को ये देखकर गुस्सा आ जाता है। तो मैं पायरेट्स को ज्वाइन किया नामी? हाँ, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। क्या तुम्हें पता है उन्होंने क्या किया है? तो क्या हुआ? मैं बेलामेरे की तरह गरीब तो नहीं मरूंगी, कम से कम बेलामेरे हमारी वजह से मारी गई थी। नामी, यहाँ से चली जाओ और अगली बार कभी इस गांव में दोबारा कदम मत रखना। और इसी के साथ नामी यहाँ से रोते रोते चली जाती है। अब थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और नामी बेलामेरे की कब्र के पास बैठी हुई थी। नोजिको भी यहाँ पर आ जाती है। मुझे नहीं लगता कि सरकार से हमें कोई हेल्प आने वाली है, इसलिए मैंने आरलोंग के साथ एक एग्रीमेंट किया है नोजिको, ताकि मैं कोकोयाशी विलेज को 10 करोड़ बेरीज में खरीद लूं। अगर मैंने गांव खरीद लिया तो सभी लोग आजाद हो जाएंगे, किसी को मरना नहीं पड़ेगा। बस इसके बदले मुझे आरलोंग के साथ काम करना होगा और उनके लिए समुद्र का नक्शा बनाना होगा। पर 10 करोड़, मुझे नहीं लगता कि अगर तुम अपनी पूरी जिंदगी भी काम करोगी तो इतने पैसे
कमा सकोगी। भले ही कुछ भी हो जाए, मैं 10 करोड़ इकट्ठा करूंगी। मेरे पास और कोई चारा नहीं है, मुझे विलेजर्स के लिए ये सब कुछ करना ही होगा। और अगर मैंने किसी से मदद मांगी तो शायद और लोग मारे जाएंगे, पर पहला मेरे के कातिलों के साथ रहना तुम्हारे लिए बहुत दर्दनाक होगा। नामी, हाँ मैं जानती हूँ, पर मैं हमेशा अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान रखूंगी। मैंने डिसाइड कर लिया है, अब से मैं कभी नहीं रहूंगी और मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ूंगी। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं और सांजी उस शॉप पे ये सारी बातें सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो सांजी गुस्से से भर जाता है, जिस किसी ने भी नामी को इतना तड़पाया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तभी नोजी को इसके मुंह पे एक पंच मारती है। तुम लोग समझते क्यों नहीं हो? हाँ, मैंने तुम्हें ये सारी कहानी इसलिए बताई ताकि तुम लोग रुक सको और नामी की 8 सालों की मेहनत को बर्बाद न कर दो। उसे अपनी लड़ाई खुद लड़ने दो और तुम सभी लोग उसके रास्ते में आ रहे हो। जॉनी और युसाको भी ये सारी कहानी सुन लेते हैं और पूरी तरीके से इमोशनल हो जाते हैं। और इस तरफ नामी खुश होती है क्योंकि वो अपने सफर के एंड तक पहुंच गई थी और बहुत ही जल्द कोकोयाशी विलेज को खरीदने वाली है। ये सब सोचकर नामी बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। अब इसके बाद हम लूफी को देखते हैं। उठ गया भाई, ये जब देखो सोता रहता है, जब मर्जी रैंडमली। लूफी कोकोयाशी विलेज पहुंचता है और तभी गेंसान और वही कोलोनल सामने से आ रहे होते हैं और तभी नामी भी इन्हें देख लेती है और ये देखकर हैरान हो जाती है कि गेंसान एक नेवी वाले बंदे के साथ क्या कर रही है। ये नेवी वाला बंदा पूछता है, तो तू ही है ना नामी, हाँ, जिसने बहुत सारे लुटेरों से सामान चुराया है? तो अब से जो भी तूने चुराया वो अब सरकार का है और अब जल्दी से बता दे कहाँ पर है वो सामान। तूने सुना नहीं क्या मुझे? मैं आर्लोंग पायरेट्स की लीडर हूँ। अगर तूने मुझसे पंगा लिया तो आर्लोंग तेरी जान ले लेगा। बेवकूफ लड़की, सभी लोग जाओ और उस खजाने को ढूंढ कर मेरे पास लेकर आओ। नामी ये चीज नहीं सहती और अपना डंडा निकाल कर नेवी वालों को मारना शुरू कर देती है। आर्लोंग पायरेट्स ने न जाने कितने ही लोगों को मारा है और न जाने कितने गाँव को तबाह किया है। तुझे पता है ये सब, पर इतनी बड़ी मुसीबत को इग्नोर करके तू एक चोर से उसकी चुराई हुई चीजें लेने आया है। बहुत बोलती है तू बच्ची। कितने सालों से इस आइलैंड के लोग तुम्हारी मदद के लिए इंतजार कर रहे थे, पर तुम्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और तभी जब इनमें से एक नेवी वाला जमीन को खोदने लगता है तो नामी जल्दी से वहाँ पर जाकर उसे एक डंडे से मारती है। बेला, मेरे के बगीचों को छूना भी मत। वो पैसे मैंने इसलिए जमा किए हैं क्योंकि ताकि इस गांव को बचा सके। और नेवी वाले, तुझे यह किसने दिया कि तू इससे इसका सामान चुरा सकता है? हाँ, नामी ये देखकर हैरान हो जाती है कि गेंसान को ये सारी बातें पता है। हाँ नामी, मुझे सब कुछ पता था पहले से। जब तुमने मुझे बताया कि तुम आर्लोंग पायरेट्स को ज्वाइन करने वाली हो तब मुझे समझ में नहीं आया और बाद में मैंने नोजिको से इसके बारे में बात की और इसके बाद मुझे इस असलियत के बारे में पता चला। और सिर्फ मुझे ही नहीं, पूरे गांव वालों को पता है कि तुम आर्लोंग पायरेट्स के साथ इसलिए हो ताकि तुम हम गांव वालों को बचा सको। नामी, अगर तुम यहाँ पर गाँव को बचाने के लिए नहीं आए हो तो अपना सामान उठाओ और यहाँ से निकल जाओ। हम लोग इस आइलैंड पर 10 करोड़ ढूंढने आए हैं, कोई चावल का दाना नहीं जिसे आसानी से छोड़ देंगे। पर तुम्हें कैसे पता चला कि 10 करोड़ है? नामी को ये सुनकर एक शॉक लगता है और समझ जाती है कि आर्लोंग ने इसे सब कुछ बता दिया है और आर्लोंग ने ही इसे भेजा है यहाँ पर। तुम्हें यहाँ पर आर्लोंग ने भेजा है ना? सच बताना। मुझे क्या पता, हम तो बस तुम्हारी चुराई हुई चीज लेने यहाँ पर आए हैं। एक नेवी वाला चिल्लाकर कहता है, सर हमें खजाना मिल गया। और हमें पता चलता है कि इस नेवी वाले और आर्लोंग के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है जिसके अकॉर्डिंग 10 करोड़ में से 3 करोड़ इस नेवी वाले के पास जाएंगे। और नामी को उसकी इतने सालों की मेहनत अपनी आंखों के सामने खराब होती हुई दिख रही थी। ये देखकर नामी बुरी तरह से हैरान हो जाती है। उसे छूना भी मत। और तभी नेवी वाला बंदा एक गन निकाल लेता है और फायर कर देता है और नोजिको को ये बुलेट हिट कर जाती है और नीचे गिरकर बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है। इसके बाद सभी लोग नोजिको को डॉक्टर के पास लेकर जाने लगते हैं। डॉक्टर नोजिको को दिखता है और उसका इलाज करते हुए गेंसान सभी को बताता है। पूरे 8 सालों तक आर्लोंग ने नामी से झूठ कहा, उसने नामी को धोखे में रखा। ये सुनकर सभी गांव वाले बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उस कमी ने आर्लोंग ने सिर्फ नामी का यूज किया है 8 सालों तक और उसे हमेशा से धोखे में रखा है। नामी बहुत ज्यादा गुस्से में आती है और आर्लोंग के पास जाती है और आर्लोंग से पूछती है, आर्लोंग, उस नेवी वाले ने मेरे पैसे चुरा लिए। क्या हुआ तुम्हारे उस वादे का? हाँ, क्या हुआ तेरा वादा? तुमने कहा था कि मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन अपना वादा कभी नहीं तोड़ूंगा। मैंने कौन सा वादा तोड़ा? अब भोले मत बनो, मुझे सब कुछ पता चल चुका है कि तुमने नेवी वालों के साथ टीम अप। मैंने कौन सा वादा तोड़ा नामी? मुझे भी तो बताओ। सारे फिशमैन्स हंस रहे होते हैं और नामी रोने लग जाती है। तुम्हारी ऐसी की तैसी। आर्लोंग, तेरे पैसे चोरी हो गए? हाँ, कितनी बदकिस्मत हो। कोई बात नहीं, वो 10 करोड़ बेरीज दोबारा से इकट्ठा कर लेना और अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश करी तो मैं तेरे गाँव के सभी लोगों को जान से मार दूंगा। और इस तरफ सांजी भी पूरी तरह से तैयार था लड़ने के लिए और नामी की सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करना चाहता था। जोरो भी उठ जाता है, बकवास बंद करो और चलो यहाँ से। नामी भागते हुए अपने गाँव की तरफ जाने लगती है और नामी को सिर्फ एक ही टेंशन होती है कि कोई भी आर्लोंग पर हमला करने ना चले जाए गुस्से में आकर, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो सभी विलेजर्स मारे जाएंगे। और इस तरफ हम देखते हैं कि कोकोयाशी विलेज के अंदर सभी लोग तैयार होते हैं लड़ने के लिए। सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि नामी के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ सुनने के बाद ये लोग अब चुप बैठ के नहीं रह सकते। हमें उस आर्लोंग को सबक सिखाना ही होगा। उसने नामी के भोलेपन का फायदा उठाया। उसने ये बहुत बुरा किया। सभी लोग तैयार होते हैं लड़ने के लिए और तभी नामी यहाँ पर आ जाती है। बस कुछ देर की बात है, मैं फिर से काम करूंगी और जल्दी ही वापस से दोबारा पैसे इकट्ठा कर लूंगी। इस बार ये बहुत आसान होगा, मेरा विश्वास कीजिए, मैं ठीक हूँ। प्लीज मुझे थोड़ा सा और समय दे दीजिए। गेंसान नामी की तरफ जाता है और उसे गले से लगा लेता है। बस करो नामी, तुम्हें अब और सहन करने की जरूरत नहीं है। तुमने हमारे लिए 8 सालों तक इतनी मेहनत की, उनके साथ काम करना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल रहा होगा, है ना? तुमने अपनी लड़ाई को बखूबी लड़ा। अब इस गाँव को छोड़कर चली जाओ नामी, प्लीज। तुम्हारा एक सपना है, उसे पूरा करो। नामी चाकू उठा लेती है और सभी को कहती है, प्लीज मत जाइए, मैं किसी और को मरते हुए नहीं देख सकती। अगर आप वहाँ पर गए तो सभी लोग मारे जाओगे, आपको पता है ना? हाँ हमें पता है नामी, पर हमने अपना मन
बना लिया है नामी, हम उस आरलोंग के बच्चे को नहीं छोड़ने वाले। नामी, हमारे रास्ते से हट जाओ, सभी लोग चलो मेरे साथ। और गेंसान इन सभी विलेजर्स को लेकर यहाँ से जाने लगते हैं। नामी इस वक्त बहुत सारी चीजें सहन कर रही होती है। इसने बेलामेरे के मरने के बाद 8 साल तक जितनी भी मेहनत की थी वो सब कुछ अब खराब होने जा रहा था। क्या ये सभी लोग मारे जाएंगे? और अपने हाथ पर बने उस आरलोंग पायरेट के टैटू को बहुत ध्यान से गुस्से में देख रही होती है और चाकू से उसे मिटाने की कोशिश करती है और बहुत बुरे तरीके से रो रही थी और तभी अपने आप को मारने ही वाली होती है कि तभी लूफी उसका हाथ पकड़ लेता है। नामी लूफी को देखकर कहती है, क्या चाहिए तुम्हें लूफी? तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि 8 साल पहले इस आइलैंड पर हुआ क्या था। मैंने कहा था ना तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। मैंने कहा था यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, चले जाओ यहाँ से। लूफी मेरी मदद करो। बस इतना ही सुनने की देर थी। लूफी अपनी टोपी नामी को पहनाता है और 2 कदम आगे बढ़कर कहता है, मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा नामी। और इतना कहने के बाद लूफी आगे बढ़ने लगता है और यहाँ पर उसप, ज़ोरो और सांजी सभी लोग खड़े हुए थे और जाने के लिए सभी लोग तैयार हो जाते हैं। चलो दोस्तों चलते हैं। और इस तरफ सभी विलेजर्स आरलोंग गेट के पास पहुंच जाते हैं। पर आरलोंग के मेन गेट के ऊपर जॉनी और यूसाकू खड़े होते हैं। जब हमें नामी के पास्ट के बारे में पता चला तो हम आरलोंग को चैलेंज करने गए, पर हम उससे बुरे तरीके से हार गए। मुझे माफ करना, पर हम आप लोगों को अंदर जाने नहीं दे सकते। आप लोगों के जीतने के चांस 0% है। हम लोग उनके आने का इंतजार कर रहे हैं। किन के आने का इंतजार? हाँ, वही लोग जिन पर मैं अपनी जिंदगी कुर्बान कर सकता हूँ। पूरे ईस्ट ब्लू की किस्मत बदलने आ चुके हैं। उन लोगों के चेहरे अपने आंखों में बसा लीजिए। और फाइनली हम देखते हैं कि हमारे मेन 4 हीरो यहाँ पर आ चुके हैं आरलोंग की बैंड बजाने के लिए। आरलोंग पार्क के अंदर आरलोंग चिल कर रहा होता है और तभी लूफी दीवार तोड़कर आरलोंग के सामने आ जाता है और लूफी इन सभी से पूछता है, तुम सभी में से आरलोंग कौन है? आरलोंग? हाँ, शायद मेरा ही नाम है। लूफी अपने हाथ को पीछे खींचता है और एक जोरदार मुक्का मार देता है आरलोंग के मुंह पर। ये पंच बहुत ही ज्यादा खतरनाक था और आरलोंग दूर जाकर गिरता है। ये देखकर सभी फिशरमैन्स हैरान हो जाते हैं और लूफी के दिमाग के अंदर वही सीन चल रहा था जब नामी आरलोंग की वजह से रो रही थी। तेरी हिम्मत कैसे हुई हाँ हमारी नेविगेटर को रुलाने की? ये देखकर सभी फिशरमैन्स लूफी पर हमला कर देते हैं पर सांजी यहाँ पर आकर सभी को एक ही बारी में हरा देता है। तभी उसप भी यहाँ पर आ जाता है और ज़ोरो भी। गाँव के सभी लोग ये देखकर शॉक हो जाते हैं। एक आम इंसान ये कभी नहीं कर सकता। जॉनी और यूसाकू कहते हैं, क्या अभी भी आपको लड़ना है? हाँ, अगर आप इनके सामने गए तो बस लूफी और इन सभी के रास्ते में आओगे। पर आखिरकार वो लड़ क्यों रहे हैं हमारे लिए? क्योंकि उसने बड़ी बहन नामी को रुलाया है। आरलोंग सिचुएशन को देखकर हंसने लगता है। आखिर तुम 4 जिंदी आदमी मेरा क्या कर लोगे? हाँ। और हाची अपने मुंह से एक आवाज निकालता है जिसे देखकर गांव वाले शॉक हो जाते हैं। ऐसा लग रहा होता है कि जैसे ये बंदा किसी खतरनाक आदमी को बुला रहा है। जमीन हिलने लगती है। ये क्या चल रहा है? मोमो बाहर आ जाओ। समुद्र की लहरें ऊंचाइयां छूने लगती हैं और जैसे ही पानी हटता है तो हम देखते हैं कि वही समुद्र वाला राक्षस है जिसके ऊपर राइड करके लूफी और सांजी इस आइलैंड पर आए थे। अच्छा तो ये है। हाँ, बेचारा मोमो रो रहा होता है। इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी और इसके दिमाग में अभी भी वो फाइट चल रही थी जब लूफी और सांजी ने इसकी बैंड बजाई थी। मोमो सांजी और लूफी को देखकर यहाँ से जाने लगता है। मोमो ये तुम क्या करने जा रहे हो? हाँ, खैर अगर तुम्हें जाना है तो यहाँ से जा सकते हो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, समझ गए ना मोमो? ये बस एक तरह से इनडायरेक्ट धमकी दे रहा था मोमो को। ये सुनकर मोमो के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहता और मोमो इन दोनों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और मोमो का साथ देने के लिए बाकी सभी फिशरमैन्स भी इसके साथ जाते हैं। लूफी अपने पैर को उठाता है और अपने दोनों पैर जमीन में घुसा देता है और अपने दोनों हाथों से मोमो के सींग को पकड़ता है। आरलोंग ये देखकर हैरान हो जाता है कि लूफी के पास डेविल फ्रूट की पावर है। लूफी मोमो को उठाता है और इतनी तेजी से फेंकता है कि मोमो आसमान में उड़ जाता है। लूफी अपने दोनों पैरों को बाहर निकालने की कोशिश करता है पर इसके पैर जमीन में पूरे तरीके से धंस चुके हैं और तभी हम देखते हैं कि बाकी सभी फिशरमैन्स तैयार हो जाते हैं। अब लड़ने का समय आ चुका है। आरलोंग सर प्लीज आप लड़ाई मत कीजिएगा। अगर आप लड़ने पर आ गए तो ये आरलोंग पार्क तबाह हो जाएगा। हाथी सांस अंदर लेता है और अपने मुंह से लूफी के ऊपर इंक फेंकता है और सामने पड़े बिल्डिंग के एक मलबे को उठाता है और लूफी पर फेंक देता है। पर सांजी अपनी एक ही किक से उस पूरी के पूरी बिल्डिंग के पार्ट को तबाह कर देता है। उसप लूफी को बाहर निकालने की कोशिश करता है पर लूफी के पैर जमीन में पूरी तरह से अटक चुके हैं। हाची एक और बार एक मलबे को उठाता है और लूफी को मारने ही वाला होता है कि तभी ज़ोरो यहाँ पर आ जाता है और हाची उसे ज़ोरो की तरफ फेंक देता है और हाची और ज़ोरो की फाइट होने वाली है। उसप लूफी को बचाने के लिए उसे खींच रहा होता है पर क्योंकि लूफी रबड़ का बना है तो जैसे ही लूफी को छोड़ता है तो लूफी सामने खड़े इस फिशरमैन को जाकर टकरा जाता है। तू चाहता है कि मैं तुझे मार डालूं? हाँ, तेरा दुश्मन अब मैं हूँ, समझा? और उसप का पीछा करने लगता है। इस तरफ आरलोंग कहता है, तुम इंसान कितने कमजोर हो। लूफी उसे एक पंच मारता है पर आरलोंग इसका हाथ पकड़ लेता है, उस जमीन के टुकड़े को ही उठा लेता है जहाँ पर लूफी फंसा हुआ था और कहता है, जिन लोगों ने डेविल फ्रूट खाए हैं वो तैर नहीं सकते ना, और लूफी को पानी के अंदर फेंक देता है। ये देखकर सांजी भी पानी में कूदने जाता है लूफी को बचाने के लिए, पर ज़ोरो सांजी को समझाता है कि आरलोंग चाहता है कि ये लोग पानी के अंदर जाकर लड़ें क्योंकि पानी के अंदर इन फिशरमैन्स को बहुत ज्यादा एडवांटेज होती है, पर पानी में जाकर ये बंदे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। लूफी को बचाने से पहले हमें इन दोनों को मारना होगा सांजी, और अब इनके सामने 2 ओपोनेंट्स खड़े हुए हैं। ज़ोरो उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। मैं 5 सेकंड में इन्हें ठिकाने लगा दूंगा, नहीं 3 सेकंड में, और ऑक्टोपस के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। सांजी भी इस दूसरे वाले फिशरमैन को एक जोरदार लात मारता है और इस तरफ जॉनी और यूसाकू सोच रहे होते हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो लूफी बेचारा मारा जाएगा क्योंकि वो अभी पानी में डूब रहा है, और तभी गेंसान पीछे से आ जाते हैं।
मैं उस रबर वाले बच्चे को बचाने के लिए जा रहा हूँ, कि मुझे लगता है कि वो बच्चा ही हमारी आखिरी उम्मीद है। तभी नोजिको भी यहाँ पर आ जाती है। मैं भी चलूंगी लूफी को बचाने के लिए, क्योंकि ये सभी लोग सिर्फ मेरी बहन की वजह से लड़ रहे हैं। और हम देखते हैं कि लूफी पानी के अंदर डूबता ही जा रहा था और इस तरफ जोरो उस ऑक्टोपस के साथ फाइट कर रहा था, हाची के साथ। पर जोरो अभी तक अपनी पिछली फाइट से रिकवर नहीं हो पाया है। जोरो को बुखार भी आ जाता है और बहुत ज्यादा दर्द में होता है। तो अब तुम्हारे सामने हाची आने वाला है, 6 स्पोर्ट्स स्टाइल का यूजर। सांजी का ध्यान जोरो पर होता है और इसका फायदा उठाकर वो कराटे फिशरमैन सांजी को अचानक से एक जोरदार पंच मार देता है। सांजी दीवार तोड़कर दूर जाकर गिरता है और हाची कहता है, तुम इंसान मेरी 6 तलवारों के सामने कुछ नहीं। 6 तलवारें? हाँ, मजाक मत करो। ओए ऑक्टोपस, मैं तुझे एक बात बताता हूँ, मुझे एक आदमी से मिलना है और जब तक मैं उससे मिलता नहीं मैं मरने से इनकार करता हूँ, चाहे यमराज ही मेरे सामने क्यों ना आ जाए। और इस तरफ उसॉप अभी भी इस फिशरमैन से बचकर भाग रहा है और इस तरफ समुद्र के अंदर नोजिको और गेंसान लूफी को जगाने की कोशिश करते हैं और गेंसान उस पत्थर को तोड़ने की कोशिश करते हैं जिसके अंदर लूफी के पैर जमे हुए हैं। पर लूफी बिल्कुल बेहोशी की हालत में होता है और इस तरफ सांजी उठ जाता है, अपनी पॉकेट से एक सिगरेट निकालता है और उसे पीने लगता है और कहता है, अगर इस हाची का पंच 40वें लेवल पर था तो जो लात मुझे मेरे चीफ मारा करते थे तो वो पक्का 400 लेवल की होगी। और इस तरफ जोरो हाची से कहता है, मैं तुझे दिखाता हूँ 3 स्पोर्ट्स स्टाइल क्या चीज है। जॉनी, युसाकु, मुझे वो तलवारें दो। और ये दोनों अपनी तलवारें जोरो की तरफ फेंक देते हैं और इस तरफ हाची भी जोरो पर हमला करने वाला होता है। और जोरो जैसे ही अपना 3 स्पोर्ट्स स्टाइल यूज करता है तो हाची बुरी तरह से घायल हो जाता है। तो तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तुझे ये बात मान लेनी चाहिए, मेरे पास 6 तलवारें हैं, तो मुझे कभी नहीं हरा सकते। और तभी जोरो को क्वीना से किया हुआ वादा याद आता है कि वो क्वीना के लिए इस दुनिया का सबसे खतरनाक स्पोर्ट्समैन बनेगा, इतना स्ट्रॉन्ग बनेगा कि उसका नाम स्वर्ग तक गूंजेगा। चाहे 3 तलवारें हो या 6 तलवारें, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। तेरी तलवारें हल्की हैं, हर एक तलवार 300 किलो की है, मेरी तलवारों का वजन तेरी तलवारों से बहुत ज्यादा है। ऑक्टोपस अपनी 6 की 6 तलवारें एक साथ मिलाता है, 6 स्वॉर्ड स्टाइल ऑक्टोपस स्पोर्ट्स स्टांस, और जोरो पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। पर जोरो इसे रोक लेता है और हाची इसे उसी पॉइंट पर हमला करता है जहाँ पर जोरो की चोट लगी हुई थी। जोरो को हवा में फेंकता है और अपनी तलवारों को गोल गोल घुमाने लगता है। जोरो भी उन तलवारों की तरफ नीचे आने लगता है पर तभी जोरो कुछ ऐसा करता है जिससे कि हाची की बैंड बज जाती है। मैं तुम्हें मार दूंगा। जोरो उठता है और कहता है, अगर मुझे उसे हराना है तो मुझे सबसे बेहतरीन होना पड़ेगा, तभी मैं मीहॉक को हरा सकता हूँ। जोरो ड्रैगन ट्विस्टर नाम का एक अटैक यूज करता है और हाची की सारी तलवारों को तोड़ देता है। आरलोंग भी ये देखकर शॉक्ड रह जाता है और हाची सोचता है, मैं एक 3 तलवारों वाले से कैसे हार सकता हूँ। और हाची जमीन पर गिर जाता है और मुझे लूफी को बचाने जाना होगा। और तभी ये कराटे फिशरमैन जोरो के पीछे आ जाता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी सांजी यहाँ पर आकर जोरो को बचा लेता है। तुम जिंदा हो? हाँ, मुझे नहीं पता था कि ईस्ट ब्लू में कोई है जो कि मेरे मुक्के को सरवाइव कर सकता है। जोरो, अगर तुम इस हालत में इस पानी के अंदर जाते हो लूफी को बचाने के लिए तो तुम मारे जाओगे, मुझे ही लूफी को बचाने के लिए जाना होगा। पर सांजी पानी के अंदर कूद जाता है और देखता है कि गेंसान और नोजिको लूफी को बचाने की कोशिश कर रहे थे और नोजिको लूफी की गर्दन स्ट्रेच करके उसे जमीन पर लेकर आ गई थी ताकि लूफी एटलीस्ट सांस ले सके। और तभी वो फिशरमैन यहाँ पर आ जाता है और सांजी को बहुत बुरे तरीके से मार देता है। पर इस तरफ नोजिको लूफी से कहती है, लूफी होश में आओ, हमें तुम्हारी जरूरत है, प्लीज वापस आ जाओ। कराटे फिशरमैन सांजी को जरा सा भी मौका नहीं देता है और पानी के अंदर सांजी पर एक के बाद एक हमले करता जा रहा था। उसके किक, उसके पंचेस बहुत बुरे तरीके से सांजी को मार रहे थे और सांजी बुरी तरह से घायल हो जाता है। सांजी सामने एक पहाड़ से जाकर टकरा जाता है। सांजी बहुत देर से पानी के अंदर होता है, इसलिए सांजी ऑक्सीजन लेने के लिए ऊपर जाने लगता है और जैसे ही ऊपर जाता है तो वो देखता है कि वो फिशरमैन उसी का इंतजार कर रहा था सरफेस पर आने के लिए। सांजी सांस नहीं ले पाता है। मुझे हवा चाहिए, मुझे सांस लेनी है। भले ही तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो पर आखिर में तुम एक इंसान ही हो। मैंने सुना है कि तुम इंसान ज्यादा पानी के प्रेशर को झेल नहीं सकते, क्या ये सच है? हाँ। और फिशरमैन सांजी को पानी के अंदर लेकर जाने लगता है जहाँ पर वाटर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है जिसकी वजह से सांजी के इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज होने लगते हैं और उसके मुंह से खून आने लगता है। पर सांजी अभी भी मरा नहीं था और सांजी समझ जाता है कि ये फिशरमैन को कैसे हरा सकता है। सांजी इसकी छाती पर काटता है जिसकी वजह से हर एक मछली की तरह ये भी तड़पने लग जाता है। सांजी ने एक तरह से इसके गिल्स पर हमला किया जहाँ से फिशेज सांस लेती है और सरफेस पर वापस आता है। हे कराटे वाले फिशरमैन, जल्दी पानी से बाहर आओ। ये फिशमैन बाहर आता है। जो अटैक पहले मैंने तुझ पर यूज किया था वो 100 ब्रिक फिस्ट था और अब मैं तुझ पर मेरा अल्टीमेट अटैक यूज करूंगा जो कि है 1000 ब्रिक फिस्ट और इससे बचने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। सांजी अपना स्पेशल अटैक मोटान शूट यूज करता है और जैसे ही धुआं हटता है तो हम देखते हैं कि इस बंदे का काम तमाम हो चुका है। इस तरफ हम देखते हैं कि उसॉप जमीन पर मरा हुआ है पर सब कुछ एक ड्रामा होता है ताकि वो फिशरमैन चला जाए और इसकी जान बच जाए। दरअसल ये खून नहीं बल्कि एक कैच बॉल की वजह से हुआ है। फिशरमैन के जाने के बाद उसॉप उठता है और अपनी बॉडी पर धूल लगाने लगता है ताकि लोगों को लगे कि उसने बहादुरों की तरह उस फिशरमैन के साथ लड़ाई की है और साथ ही साथ कई बहाने भी सोच रहा होता है कि जब वो लूफी और बाकी सबसे मिलेगा तो क्या बोलेगा। लगता है मुझे बोलना पड़ेगा, मैंने उस कमीने को जाने दिया, मैं उसे आराम से मार सकता था। नहीं, ये सुनने में अच्छा नहीं लग रहा। या फिर नामी, हमें माफ करना, हमने वो सब कुछ किया जो कि हम कर सकते थे, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक लड़ाई थी। पर तभी उसॉप सोचने लगता है कि कैसे लूफी ने उसको अपना दोस्त माना था, कैसे जोरो तैयार था हार के बदले मौत को गले लगाने के, और सांजी जिसने नामी के लिए आरलोंग तक को चैलेंज कर दिया, और जॉनी और युसाकु अपना काम बखूबी कर रहे थे, कैसे सभी गाँव वाले तैयार थे मरने के लिए। वैसे मैं बहुत उसॉप समझ
समझ जाता है कि ये कितना बुरा इंसान है, कितना शेमफुल है ये, और अपने आप पर ही गुस्सा करने लगता है। पर अब उसॉप एक झूठे से एक बहादुर आदमी की तरह चिल्लाकर उस फिशरमैन से कहता है, आए रुक जा, तू अभी तो जिंदा है? हाँ मैं जिंदा हूँ। और तभी उसॉप एक हथौड़ा लेकर फिशरमैन के टांगों पर मारता है और अपनी उंगली में एक रबर बैंड को खींचता है, जिसकी वजह से फिशरमैन थोड़ा सा डर जाता है। और जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि उसॉप यहाँ से जा चुका है। फिशरमैन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सामने पड़े पानी को सोखने लगता है। ये फिशरमैन उस पानी को एक स्प्रे की तरफ फेंकता है, जिसकी वजह से आसपास के सभी पेड़ कट जाते हैं। उसॉप इसके फेस पर एक गोली मारता है, जिसकी वजह से इस बंदे की आग लग जाती है। ये फिशरमैन पानी के लिए तड़पने लगता है और पानी की तरफ चला तो जाता है, पर हथौड़े से इसके सर के ऊपर इतनी बार मारता है कि इसके सर के ऊपर बहुत सारी बॉल्स उग जाती हैं और फाइनली उसॉप इस फिशरमैन को हरा देता है। और इस तरफ आरलोंग पार्क के अंदर सांजी और जोरो बुरी तरह से पिट चुके हैं। आरलोंग सांजी पर बहुत तेजी से मारता है। ये हमला बिल्कुल शॉटगन की तरह था और सांजी घायल होकर नीचे गिर जाता है। और तभी नामी यहाँ पर आ जाती है। मैं भी कुछ पायरेट्स की जान लेने वाला था। वैसे तुम यहाँ पर क्यों आई हो? हाँ, तुम्हें मारने के लिए आई हूँ। हैं? मुझे मारने आई हो क्या? मैं तुझे और तेरे गाँव वालों को नहीं मारूंगा, पर तुझे हमेशा मेरे लिए काम करते रहना होगा। तो अब बता, तू मेरी दोस्त है या फिर उनकी? नामी सोच में पड़ जाती है कि अगर इसने इस डील को एक्सेप्ट कर लिया तो लूफी और सभी विलेजर्स बच जाएंगे। और तभी नामी सभी गाँव वालों से कहती है, मुझे माफ करना, पर क्या आप सभी लोग मेरे साथ मरने के लिए तैयार हैं? बस इतना ही सुनने की देर थी और सभी गांव वाले तैयार हो जाते हैं आरलोंग से फाइट करने के लिए। इस तरफ पानी के अंदर नोजी को लूफी की हेल्प कर रही होती है और फाइनली लूफी जिंदा हो जाता है। लूफी के मुंह से बहुत सारा पानी निकलने लग जाता है, बिल्कुल किसी फाउंटेन की तरह। और इस तरफ जोरो आरलोंग के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है ताकि उसे डिस्ट्रैक्ट करके सांजी उसकी जान बचाने के लिए पानी के अंदर जाए। 30 सेकंड है तुम्हारे पास, इससे ज्यादा मैं नहीं टिक पाऊंगा। जाओ और लूफी की मदद करो, 30 सेकंड बहुत ज्यादा है मेरे लिए। और सांजी ऐसा बोलकर पानी के अंदर कूद जाता है लूफी की हेल्प करने के लिए। जोरो अपनी तलवार लेकर आरलोंग के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। ये सब तो कुछ नहीं मेरे सामने, आदि मछली। मैंने तुम्हें समझाया था ना, इस नाम से मुझे दोबारा मत पुकारना। और इस तरफ लूफी फाइनली होश में आ जाता है। बच्चे क्या तुम ठीक हो? हाँ आपके सर पे जो छतरी सी थी वो कहाँ गई? ताले, तुझे अभी भी उसकी परवाह है? मैं तेरे बारे में पूछ रहा हूँ, तो ठीक है कि नहीं है? ये क्या करते हैं? इस तरफ आरलोंग और जोरो आमने सामने होते हैं, पर तभी आरलोंग पर कोई अंडे से हमला करता है और ये हमला किसी और ने नहीं बल्कि उसॉप ने किया होता है। आए नामी, मैंने इनमें से एक को हरा दिया जिसका मुंह कुछ ऐसा था। आरलोंग ये सुनकर शॉक्ड रह जाता है। क्या तुमने चू को हरा दिया? चू उस बंदे का नाम है जिसे उसॉप ने हराया था। और इसी बीच जोरो कहता है, मैं तुम्हारी शान उस नाक को काटने वाला हूँ। जोरो आरलोंग की नाक पर हमला करता है पर उसकी नाक टूट ही नहीं सकती है। इस तरफ हाची अपने होश में आ जाता है और सांजी के पीछे जाता है उसे रोकने के लिए। जोरो का ध्यान जैसे ही हाची पर जाता है तो आरलोंग इस मौके का फायदा उठाकर अपनी नाक से उसकी छाती पर बहुत तेजी से हमला करता है और जोरो बुरी तरह से घायल हो जाता है। और इस तरफ सांजी पानी के अंदर फाइनली लूफी को देख लेता है। हाची भी पीछा करते हुए पीछे से आ रहा था और जब नोजी को हाची को दिखती है तो हाची के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और हाची ऑक्टोपस फ्रिटर फ्रेंजी नाम का एक अटैक यूज करता है और बहुत सारे पंचेस इस पर मारने ही वाला होता है कि तभी हम जोरो को देखते हैं। आरलोंग जोरो को गले से पकड़ लेता है। जोरो पहले से ही बहुत ज्यादा जख्मी होता है और अब इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। ये सारी बैंडेजेस क्या लगा रखी हैं तुमने? हाँ, क्या तुम कहीं गिर गए थे? और सारी बैंडेजेस को हटा देता है और जैसे ही उन बैंडेजेस को हटाता है तो आरलोंग बुरी तरह से शॉक हो जाता है। ये देखकर नामी भी हक्की बक्की रह जाते हैं। बैंडेज हटने की वजह से जोरो का बहुत सारा खून जमीन पर गिरने लगता है। इतनी सारी चोटों के बाद भी ये आदमी जिंदा कैसे है? हम जोरो की चेस्ट को देखते हैं जो कि बुरी तरह से जख्मी थी। मैं इस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ सकता। और जोरो को मारने ही वाला होता है पर तभी जोरो स्माइल करता है और कहता है, अगर कोई इंसान हिले ना तो उसके घाव खुलते नहीं। तुझे ये सब मजाक लग रहा है ना? मैं अपनी बात नहीं कर रहा, तुम्हारे उस ऑक्टोपस की बात कर रहा हूँ। और पानी के अंदर हम देखते हैं कि ये हाची जैसे ही नोजी को पंचिस मारने वाला होता है तो उसके शरीर के सारे घाव खुल जाते हैं और हाची यहीं पर मर जाता है। सांजी इस मौके का फायदा उठाता है और लूफी के पास जाकर उसके पैरों पर लगे उस पत्थर को तोड़ देता है, जिसकी वजह से लूफी आजाद हो जाता है, स्ट्रेच होकर हवा में उड़ने लगता है और पानी से बाहर आ जाता है। वो मैं वापिस आ गया। ये देखकर नामी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और आरलोंग बहुत ज्यादा गुस्सा। लूफी अपना हाथ बड़ा करके जोरो को पकड़ने की कोशिश करता है। लूफी जोरो को दूर फेंक देता है। अब जोरो हवा में होता है और लूफी आरलोंग को अपने सर से मारता है और उसके बाद उस पर पंचिस मारने लगता है। आरलोंग को इससे कुछ भी नहीं होता है। तुझ में और मुझ में क्या फर्क है? नाक का फर्क है शायद से। नहीं तो फिर जबड़ा होगा या फिर हाथों का आकार? नहीं, तुमने गलत कहा, हमारी स्पीशीज अलग है। और आरलोंग लूफी का सर खाने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ता है। लूफी किसी तरह से बच जाता है पर आरलोंग का जबड़ा एक पिलर पर जाकर लग जाता है। सभी को लग रहा होता है कि इस हमले की वजह से आरलोंग के सारे दांत टूट जाएंगे, पर उसकी जगह वो पूरा का पूरा पिलर ही टूट जाता है। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ हम दोनों में असली फर्क क्या है। हाँ क्यों नहीं, मैं एक मछली से कभी नहीं हारने वाला। जोरो, सांची, नामी और पूरे गाँव वालों की नजर है इस फाइट के ऊपर, क्योंकि इसी फाइट के ऊपर पूरे ईस्ट ब्लू का फ्यूचर डिपेंड करता है। तुम इंसान किसी काम के नहीं, यहाँ तक कि तुम एक पत्थर को अपने दांत से तोड़ भी नहीं सकते। लूफी सामने पड़े एक पत्थर को अपने पंच से तोड़ देता है। पत्थर को तोड़ने का सिर्फ एक तरीका नहीं होता है। लूफी सामने पड़ी तलवारों को उठाकर आरलोंग पर मारने लगता है, पर आरलोंग बहुत आसानी से लूफी की एक तलवार को दूर फेंक देता है और दूसरी तलवार को अपने दांतों से ही तोड़ देता है। लेकिन फिर भी लूफी रुकता नहीं है और एक पंच मार देता है इसके चेहरे पर, जिसकी वजह से आरलोंग नीचे गिर जाता है और इसके सारे दांत टूट जाते हैं। हाँ मैं जानता हूँ मुझे तलवारें चलानी नहीं आती, मुझे नहीं पता समुद्र के अंदर कैसे सफर करते हैं, मुझे नहीं पता कि खाना
खाना कैसे बनाते हैं। मुझे नहीं पता कि झूठ कैसे बोलते हैं भाई, उस सबको झूठा कह रहा है ये। और मैं मानता हूँ मैं इनकी मदद के बिना नहीं रह सकता। कमजोर, कितना कमजोर है तू। इस पूरी दुनिया में कुछ ऐसा काम है जो तू कर सकता है? हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं तुझे हरा सकता हूँ। मैं एक शार्क हूँ और मेरे दांत बार बार आते रहते हैं और नए दांत पिछले वालों से ज्यादा मजबूत होते हैं। और हम देखते हैं कि आरलोंग के दांत दोबारा से आने लगते हैं। आरलोंग दोबारा से अपने दांतों को निकालता है और उसके दांत दोबारा से आ जाते हैं। आरलोंग हंसता है और कहता है, ऊपर वाले ने हमें ये काबिलियत दी है, अब शायद से तुझे पता चल रहा होगा कि तुझ में और मुझ में क्या फर्क है। आरलोंग अपने दांतों को हाथ में लेता है और लूफी पर अटैक करने लगता है और अपने दांतों से लूफी को मारना शुरू कर देता है। पर तभी हम देखते हैं कि वो लूफी नहीं होता है। दरअसल लूफी ने एक फिशरमैन को एक कवच की तरह यूज करके खुद को बचा लिया होता है। ये देखकर आरलोंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। आरलोंग दोबारा से अपने दांतों को अपने हाथ में लेता है और लूफी पर हमला करने जा ही रहा होता है कि तभी लूफी को एक आइडिया आता है। लूफी इसके जबड़े पर हमला करता है जिसकी वजह से इसके दांत बाहर निकल जाते हैं और हम देखते हैं कि लूफी ने आरलोंग के दांत अपने दांतों की जगह लगा लिए हैं और कहता है, मेरे पास भी अब तेरे जैसे दांत हैं। आरलोंग को ये देखकर गुस्सा आ जाता है, आखिर कब तक तेरा ये मजाक चलने वाला है? हाँ, और लूफी पर डायरेक्ट हमले कर देता है। एक के बाद एक लूफी पर हमले होते हैं। लूफी भी अपने दांतों का यूज करके आरलोंग के कंधे पर हमला करता है। ये हमला तब कारगर होता है जब तुम्हारा जबड़ा ताकतवर हो और तुम्हारा जबड़ा उतना ताकतवर नहीं है। और ऐसा बोलकर आरलोंग लूफी के हाथ के ऊपर बहुत तेजी से काटता है। लूफी दर्द से चिल्ला रहा होता है पर तभी अपनी लात को ऊपर उठाकर आरलोंग को जमीन पर पटक देता है जिसकी वजह से उसके दांत खुल जाते हैं और लूफी आरलोंग के जबड़े से अपनी बाजू को बाहर निकाल लेता है। लूफी और आरलोंग दोनों जमीन के ऊपर पड़े होते हैं लेकिन आरलोंग उठता है और हंसता है और जब लूफी उठता है तो देखता है कि आरलोंग यहाँ से जा चुका है। लूफी का ध्यान पानी में जाता है और आरलोंग पानी में ही था। एक बार मैं पानी में चला गया तो मेरी रफ्तार को टक्कर देने वाला कोई नहीं। आरलोंग अचानक से पानी से बाहर निकलता है और इससे पहले कि लूफी कुछ समझ पाता लूफी जमीन के ऊपर गिर जाता है। आरलोंग का ये हमला बहुत ज्यादा खतरनाक होता है और आरलोंग ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है। वाह, तुम मेरे वार से बच गए। हाँ, मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ, पर तुम जितनी बार बचोगे उतनी बार अपनी मौत को अपने सामने देखोगे। और आरलोंग शार्क डार्ट्स का यूज करके लूफी पर हमला करता है। अपनी नाक का यूज करके लूफी को मारने की कोशिश करता है। लूफी बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाता है पर आखिर में इसका हमला लूफी को लग ही जाता है और लूफी घायल हो जाता है। गाँव के सभी लोग लूफी को छिप जाने के लिए कहते हैं, बड़े भैया लूफी यहाँ से भाग जाइए। लूफी वहाँ से भाग जाओ। पर लूफी कहता है, नहीं, मैं छिपना नहीं चाहता बल्कि मैं उसे पकड़कर उसकी नाक तोड़ना चाहता हूँ। ओए शार्क, बाहर आ जा, मैं तुझे हराने वाला हूँ, तुझ में बहुत हिम्मत है। लूफी अपने बाइने हाथ की उंगलियों को खींचता है। गम गम शील्ड। आरलोंग दोबारा से इस पर हमला करता है लेकिन इस बार लूफी इसे पकड़ लेता है और ये दोनों बिल्डिंग से जाकर टकरा जाते हैं। लूफी नीचे गिरने लगता है और इस पर आरलोंग हमला करने ही वाला होता है कि तभी लूफी अपनी उंगलियों का एक जाला तैयार करता है और इसका नाम है गम गम फिंगर नेट, जिसकी वजह से लूफी की उंगलियां एक जाले की तरह बन जाती हैं जिसके अंदर आरलोंग किसी मछली की तरह फंस जाता है और नीचे जमीन पर गिरने लगता है। पर इससे पहले कि जमीन पर नीचे गिरता लूफी अपने पैरों को बड़ा करके आरलोंग को एक जोरदार किक मारता है और आरलोंग बुरी तरह से घायल हो जाता है और ऐसा लग रहा होता है कि ये बंदा मर चुका है। पर आरलोंग मरा नहीं होता है। आरलोंग बस मरने का नाटक कर रहा था और जैसे ही लूफी इसके करीब आता है ये लूफी को गोल गोल घुमाकर इसे दूर फेंक देता है पर इससे लूफी को जरा सी भी चोट नहीं लगती है। आरलोंग एक दीवार के ऊपर पंच मारता है और अंदर से एक तलवार बाहर निकलता है। ये हथियार इतना ज्यादा खतरनाक था कि इसे देखने भर से ही लोगों की रूह कांप जाए। आरलोंग अपनी तलवार को उठाता है और लूफी को मारने के लिए आगे बढ़ता है पर लूफी उससे बचकर कमरे के अंदर चला जाता है। ये पूरा रूम नक्शों से भरा हुआ था और हमें पता चलता है कि ये कमरा किसी और का नहीं बल्कि नामी का है। ये सारे के सारे सी चार्ट्स और सारे मैप्स नामी ने बनाए हैं। ये नामी की 8 साल की मेहनत है। इसी वजह से नामी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और किसी भी हालत में हम नामी को नहीं खो सकते। नामी और मैं दोस्त हैं, समझे? नामी तेरी दोस्त नहीं है, वो हमारी नेविगेटर है। आरलोंग लूफी का मजाक उड़ाता है और कहता है, अगर नामी तुझ जैसे के लिए काम करेगी तो ये उसके हुनर की बेइज्जती होगी। लूफी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और सामने पड़े एक पेन को दिखता है जिसके ऊपर खून लगा हुआ था। आरलोंग अपनी तलवार को लूफी के गले के ऊपर रख देता है और कहता है, इस पूरी दुनिया पर राज हम फिशरमैन्स का ही होगा और सबसे पहले हम लोग ईस्ट ब्लू पर कब्जा करेंगे। लूफी अभी भी उसी पेन को देख रहा होता है। क्या तू उस लड़की को हमारी तरह अच्छे से इस्तेमाल कर पाएगा? हाँ? ये सुनकर लूफी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उस पेन को नीचे रखता है और आरलोंग के ब्लेड को पकड़कर तोड़ देता है। तूने उसका इस्तेमाल किया? हाँ? नामी कोई चीज नहीं जिसका तुम इस्तेमाल कर सकते हो। नामी एक तुच्छ प्रजाति की लड़की है पर दिमाग से बहुत तेज है। वो एक अच्छी लड़की है, मैं उसकी सारी जरूरतों को पूरा करूंगा, बस इसके बदले उसे मेरे लिए मैप बनाते रहना होगा। वो मेरे बहुत काम की चीज है। लूफी ये सुनकर गुस्से से पगला जाता है और सारी चीजों को बाहर फेंकने लगता है, टेबल, बुक शेल्फ, यहाँ तक कि नामी के सारे चार्ट्स को भी। नामी ये सब कुछ बाहर खड़े होकर देख रही होती है और उसे याद आता है कि ये वही रूम है जहाँ पर आरलोंग कई सालों पहले इसे लेकर आया था और आरलोंग इससे जबरदस्ती मैप बनवाया करता था। नामी यहाँ पर अकेली थी, बेला मेरे मर चुकी थी और नोजी को इससे मिलने नहीं आ सकती थी। और जब नामी ने बेला मेरे को याद करते हुए उसकी एक पिक्चर बनाई तो आरलोंग ने उसे फाड़ दिया। नामी हर रोज बेला मेरे और नोजी को याद करते हुए अपना दिन गुजारती थी और हमेशा उस कमरे में खुद को अकेले पाती थी। और इस तरफ आरलोंग लूफी का गला काट रहा होता है। लूफी आरलोंग की नाक को पकड़ता है और उसे तोड़ देता है। मुझे पता चल चुका है कि नामी को कैसे बचाना है। नामी इस कमरे की वजह से नहीं जा पा रही और अगर नामी यहाँ पर नहीं रहना चाहती तो मैं इस पूरे कमरे को ही तबाह कर दूंगा। लूफी अपने पैर को उठाकर बहुत बड़ा कर देता है और यूज करता है बैटल एक्स नाम की एक मूव को। आरलोंग भी घूमकर लूफी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है
है, पर लूफी उसी बैटल एक्स यानी कि अपनी लात को आर्लोंग के ऊपर मारता है और ये लात पड़ते ही आर्लोंग के मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है। आर्लोंग दर्द से चिल्लाने लगता है और जमीन को तोड़ते हुए 4 फ्लोर नीचे जाकर गिर जाता है। लूफी के इस अटैक की वजह से पूरी बिल्डिंग पर असर पड़ता है और देखते ही देखते पूरी की पूरी बिल्डिंग तबाह हो जाती है और पूरा आर्लोंग पार्क ही तबाह हो जाता है। सभी लोग इस चीज को देखकर शॉक्ड रह जाते हैं, पर सभी लोग लूफी की चिंता कर रहे थे। लूफी, सभी लोग सोच रहे होते हैं कि इस लड़ाई में कौन जीता और क्या लूफी जिंदा है। सूरज की रोशनी पड़ती है आर्लोंग पार्क के ऊपर और हम देखते हैं कि लूफी जिंदा है, जिसे देखकर जॉनी और युसाकू बेचारे ये रोने लग जाते हैं खुशी के मारे। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और लूफी चिल्लाकर कहता है, नामी तुम मेरी दोस्त हो। ये बात सुनकर नामी इमोशनल हो जाती है। ज़ोरो, उसोप, सांजी सभी लोग बहुत खुश थे और गांव वाले तो नाचना शुरू कर देते हैं। ये सभी लोग लूफी को पकड़ते हैं और इसे हवा में उछालना शुरू कर देते हैं और फाइनली कोकोयाशी विलेज और ये पूरा का पूरा आइलैंड आर्लोंग के राज से आजाद हो जाता है। नामी लूफी के पास आती है और उसे उसकी टोपी लौटा देती है, पर तभी वही चूहे जैसा दिखने वाला नेवी कमांडर यहाँ पर आ जाता है। मैंने तुम्हारी सारी फाइट देखी, मुझे नहीं लगता था कि आर्लोंग कभी हारेगा, पर अब क्योंकि आर्लोंग हार चुका है तो उसकी सारी संपत्ति मेरे नाम है। पर ज़ोरो इसकी बकवास सुनकर अपना आपा खो देता है और इसे गले से पकड़कर इसे धो देता है। नामी भी इसके पास आती है और अपना बदला भी पूरा करती है। इस बंदे ने नोजिको को गोली से मारा था, जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था, और बेला मेरे की बगीचे को भी खराब किया, पर नामी इस पर एक डंडे से हमला कर देती है। फाइनली सभी लोग खुश हो जाते हैं और गेंसान मन ही मन सोच रहे होते हैं, तो आखिरकार हमें कुछ पायरेट्स नहीं बचाया। जो कुछ भी इस आइलैंड पर हुआ वो कोई छोटी बात नहीं थी। बेला मेरे सन को मारा, विलेजर्स को धमकाया, नामी को अपने साथ लेकर चले गए। इन लोगों ने हमें बहुत परेशान किया और 8 सालों बाद ये आजादी कोई आम बात नहीं है। और आर्लोंग जिसने इस पूरे विलेज के साथ इतना बुरा किया था, इसके साथ भी एंड में बुरा ही हुआ और अब शायद से बेले मेरे की आत्मा को शांति मिल जाएगी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि यही चूहे जैसा दिखने वाला कॉलोनल नेजुमी लूफी के खिलाफ कंप्लेंट करता है और यहाँ तक कि ये बंदा ये भी सिफारिश करता है कि लूफी को जिंदा या मुर्दा कैसे भी करके पकड़ा जाए और इसकी तस्वीर हर जगह पर पहुँचा दी जाए। और लूफी के खिलाफ एक वांटेड का पोस्टर छपवाया जाता है और इस तरफ गाँव के सभी लोग अपना आजादी दिवस मनाते हैं। सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं, पर ज़ोरो बेचारा अपना ट्रीटमेंट करवा रहा होता है और इस तरफ नामी बेला मेरे की कब्र के सामने बैठी हुई थी और गेंसान से पूछती है, गेंसान, अगर बेला मेरे भी जिंदा होती तो क्या वो मुझे पायरेट्स को ज्वाइन करने देती? अगर उन्होंने तुम्हें रोका भी होता तो तुम रुकती नहीं, है ना? बिल्कुल नहीं। तुम लोग सही में बेला मेरे की ही बेटियां हो, मुझे तुम पर गर्व है नामी। पूरा आइलैंड जश्न मना रहा होता है। अब थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और गेंसान बेला मेरे की कब्र के पास आते हैं। तुम्हारी बेटियां बड़ी हो चुकी हैं और उन्हें देखकर तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हें ही देख रहा हूँ। लूफी भी वहाँ से गुजर रहा होता है। ये किसी की कब्र है क्या? ये जिसकी भी कब्र हो, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। कल से नामी तुम्हारे साथ सफर पर होगी और याद रखना, अगर तुम्हारी वजह से नामी की स्माइल कभी भी गई तो मैं तुझे अपने हाथों से मारूंगा, समझ गए ना? समझ गया सर। नामी अपने कमरे में होती है और इसने जितना भी सामान लूटा होता है ये सारा सामान ये गाँव वालों के लिए छोड़कर जाने लगती है और पीछे मुड़कर देखती है कि बेला मेरे यहाँ पर बैठी हुई थी। मुझे 8 साल लग गए, पर फाइनली हम लोग अब आजाद हैं और मैं सोच रही हूँ कि इस आइलैंड को छोड़कर चली जाऊँ। चिंता मत कीजिए, सब कुछ अच्छा रहेगा। मैं जिनके साथ जाने वाली हूँ वो बहुत अच्छे इंसान है। मैं अपने सपने पूरे करने जा रही हूँ मॉम। मैं पूरी दुनिया ट्रैवल करूंगी अपने दोस्तों के साथ। मुझे नहीं पता कि मैं कब वापस आऊंगी। और तभी बेला मेरे यहाँ से गायब हो जाती है और ये सब कुछ नामी की बस एक इमेजिनेशन होती है। नामी बाहर जाने लगती है और तभी उसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने इसे अभी धक्का दिया, पर पीछे मुड़कर देखती है कि वहाँ पर कोई नहीं होता है। अगले दिन ये सभी लोग शिप को तैयार करने लगते हैं यहाँ से जाने के लिए। जॉनी और युसाको को भी ये सभी लोग बाय बाय कर देते हैं और तभी नामी यहाँ पर आ जाती है और बोलती है, शिप को चालू करो। नामी किसी को भी बिना कुछ कहे यहाँ से जाना चाहती थी। शिप के ऊपर जाकर खड़ी हो जाती है और अपने कपड़े ऊपर करती है। भाई आंखें बंद करो अपनी, ये क्या हो रहा है? और हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों के वॉलेट्स गिर रहे होते हैं, जिसका मतलब है कि जाते जाते ये नामी सभी विलेजर्स का बटुआ मारकर जा रही है। सभी लोग इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं और नामी इन सभी को गुड बाय कहती है। गेंसान नामी को देखकर कहते हैं, लूफी अपना वादा भूलना मत, समझे? हाँ गेंसान, मैं जानता हूँ। और ये सभी लोग अपने नए सफर पर निकल जाते हैं और इसी के साथ आर्लोंग पार्क यहीं पर खत्म हो जाता है। और अब इसके बाद हम लोग लॉकडाउन आर्क में जाने वाले हैं। ये वही जगह है जहाँ पर पायरेट किंग गोल्डी रॉजर ने अपनी आखिरी सांसें ली थी अपने एग्जीक्यूशन से पहले। और हम लोग बहुत सारे पुराने विलन्स को भी देखने वाले हैं जो कि हमने इस सीरीज के पहले पार्ट में देखे थे, और एक ऐसे कैरेक्टर को भी देखने वाले हैं जो कि वन पीस के यूनिवर्स में एक मिस्ट्री है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि नामी न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है और तभी उस न्यूज़पेपर के अंदर से एक पैम्पलेट निकलता है और उसे देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। इसके बाद हम एक नेवी हेडक्वार्टर को देखते हैं जहाँ पर ढेर सारे नेवी के ऑफिसर्स बैठे हुए थे। यहाँ पर लूफी की ही बात हो रही होती है कि कैसे उसने ईस्ट ब्लू के बहुत सारे खतरनाक विलेंस को हरा दिया, जिसमें मौजूद है आर्लोंग, डॉन क्रीग और कैप्टन बग्गी। और इसी के साथ साथ उसने नेवी ब्रांच के कैप्टन एक्स हैंड मॉर्गन को भी हरा दिया, और डॉन क्रीग जिसके ऊपर 17 मिलियन की बाउंटी थी, फिशमैन पायरेट आर्लोंग जिसके ऊपर 20 मिलियन की बाउंटी थी। इस छोटे से बच्चे ने उन सभी को हरा दिया है। यहाँ पर बातचीत चलती है और लूफी के ऊपर ग्लोबली 3 करोड़ का इनाम लग जाता है। जो भी लूफी को पकड़ेगा जिंदा या मुर्दा उसे 3 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। और तभी नेवी का कमांडर सामने आता है और सामने बहुत सारे नेवी के बंदे खड़े होते हैं और एक कमांडर चिल्लाकर कहता है, जिस किसी को भी भागना है अभी भाग सकता है। हमें किसी कायर की जरूरत नहीं है, पर किसी आम आदमी का कमजोर होना उनकी गलती नहीं, और इसलिए हम आज तक सभी लोगों को बचाते आए हैं। अगर कोई अपराधी समुद्र के किसी कोने में छुप रखा है तो हम नेवी वालों को उन्हें ढूंढ
कर मारना है ताकि सबको न्याय मिल सके। जय सर। और सभी नेवी वाले जोश में आ जाते हैं। लूफी के ऊपर इनाम की बात हर जगह पर फैल जाती है। ये बात मिस काया कोबी, हाँ वही बच्चा जिसे लूफी सबसे पहले मिला था इस सीरीज के पहले पार्ट में, बाराटी रेस्टोरेंट में सभी कुक्स और अपने चीफ को भी पता चल जाता है। चीफ जेफ इस बात से खुश थे क्योंकि उन्हें पता था कि अगर लूफी अपना सपना पूरा करने में लगा हुआ है तो सांजी भी अपने सपने की तरफ आगे बढ़ रहा है। और इन सभी के साथ साथ लूफी भी बहुत ज्यादा खुश होता है और उसॉप और ये सांजी दोनों नाचने लग जाते हैं। भाई मर जाओगे, पायरेट्स आएंगे इनके पीछे अभी। पर नामी को लूफी की बहुत ज्यादा टेंशन होने लगती है क्योंकि लूफी के पीछे इनाम की खबर सुनकर उसके पीछे बहुत सारे पायरेट्स और बहुत सारे नेवी के कमांडर्स आने वाले हैं इसे मारने के लिए। जोरो भी सेम बात सोच रहा होता है। 3 करोड़ का इनाम, हाँ इतने बड़े इनाम के पीछे नेवी अपने बंदों को जरूर भेजेगी लूफी को मारने के लिए। यहाँ तक कि कई खतरनाक बाउंटी हंटर्स भी लूफी के पीछे पड़ने वाले हैं और वो बाकी सबसे कई ज्यादा ताकतवर होने वाले हैं। खैर लूफी खुश होता है और ग्रैंड लाइन की तरफ जाने के लिए तैयार भी। इस तरफ हम फुल मेटल को देखते हैं। हाँ वही बंदा जिसे सांजी ने बुरी तरह से मारा था। फुल मेटल भी उस पोस्टर को देखता है और उसे याद आता है कि इसने इसे कहीं पर देखा हुआ है पहले। फिर अपने दिमाग पर जोर डालता है और फाइनली इसे लूफी के बारे में याद आ जाता है। इसे तो मैं आसानी से हरा सकता हूँ, चलो अटैक करने। और अपने सभी चेलों को यहाँ पर बुलाता है। हाँ जी सर चलिए अटैक करने चलते हैं। पर कहाँ पे जाना है सर ये तो बताइए। ये तो भी सोचा नहीं यार, कहाँ जाए, शायद उसी बाराटी रेस्टोरेंट में। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ से पास से ही लूफी की शिप गुजर रही होती है। फुल मेटल अपनी शिप को लूफी की शिप के पास लेकर आता है और फाइनली उसके सामने आ जाता है और लूफी को सरेंडर करने के लिए कहता है। ओए लूफी सरेंडर कर दे चुपचाप, ये देख तेरे ऊपर इनाम लगा है, मंकी डी लूफी यू आर अंडर अरेस्ट। अच्छा बेटे मुझे अरेस्ट करेगा है, आजा कोशिश कर ले। फुल मेटल ऑर्डर देता है लूफी की शिप के ऊपर कैनन बॉल फायर करने के लिए। लूफी भी तैयार होता है इसका सामना करने के लिए, लेकिन तभी जोरो यहाँ पर आ जाता है। इसको मैं संभालता हूँ लूफी। सामने से कैनन बॉल फायर होती है और जोरो अपनी तलवार से उस कैनन बॉल को बीच में से काट देता है और उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। ये देखकर लूफी, उसॉप और फुल मेटल सभी के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और फुल मेटल के जो फट्टू नेवी वाले होते हैं सभी लोग डर कर यहाँ से भाग जाते हैं और ये बंदा भी पानी के अंदर जाकर कूद जाता है। अब इसके बाद हम एक आइलैंड को देखते हैं जहाँ पर 2 बंदे टेलीस्कोप का यूज करके आसपास की शिप्स के ऊपर नजर रख रहे थे और देखते हैं कि सामने से कोई आ रहा होता है और जब वो ध्यान से देखते हैं तो ये कोई और नहीं बल्कि मीहॉक होता है। मीहॉक को देखकर ये लोग बुरी तरह से डर जाते हैं। थोड़ी देर बाद मीहॉक यहाँ पर उतर जाता है। हॉकाई तुम यहाँ पर क्यों आए हो? हाँ क्या चाहिए तुम्हें? शांत हो जाओ, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। तुम्हारा लीडर कहाँ पर है? ऐसे आइलैंड पर रुकना, कितना लापरवाह आदमी है वो। इन सभी में से एक बंदा अपने बॉस के पास जाता है और बताने लगता है कि मीहॉक यहाँ पर आ चुका है, लेकिन उससे पहले ही मीहॉक यहाँ पर पहुँच जाता है और हम देखते हैं कि ये लीडर कोई और नहीं बल्कि शांक्स होता है। शांक्स वही बंदा है जिसने लूफी को अपनी हैट दी थी और शांक्स बहुत बैडएस तरीके से बैठा होता है। क्या ये तुम हो हॉकाई? ये ईद का चांद आज कैसे निकला? मैं अभी कुछ बेहतर महसूस नहीं कर पा रहा। क्या तुम मुझसे अभी लड़ने आए हो? नहीं, मेरा तुमसे लड़ने का कोई इरादा नहीं है और तुमने अपनी बाईं बाजू भी खो दी है। हाँ मैंने एक दिलचस्प पायरेट को देखा था जिसके बारे में अक्सर तुम मुझे कहानियों में बताया करते थे। एक दिलचस्प लड़के की कहानी जो कि एक छोटे से गाँव से आता है। मीहॉक लूफी के उस पोस्टर को शैंक्स को दिखाता है जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, पर शैंक्स बहुत ज्यादा खुश भी होता है। आखिरकार लूफी तुमने ये कर ही दिखाया। हाँ अगर ऐसी ही बात है मीहॉक तो मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दे सकता। और सामने पड़े गिलास में बियर डालने लगता है और ये दोनों पार्टी शार्टी करने लग जाते हैं। ये बंदा मीहॉक को जूस पिलाने लगता है। अरे भाई शर्माओ मत, पियो पियो भाई। लूफी पर पड़े इस इनाम को देखकर शैंक्स तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद हम गोइंग मैरी को देखते हैं, यानी कि लूफी की शिप को, और यहाँ पर डिस्कशन चल रही होती है कि आखिरकार ये लोग ग्रैंड लाइन के बहुत ज्यादा पास पहुंच चुके हैं, पर ग्रैंड लाइन तक जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था जो कि था रिवर्स माउंटेन का। लूफी पूछता है अरे यार पर हम सीधे रास्ते से क्यों नहीं जा सकते? जहाँ तक मैंने चीफ से सुना था वही एक रास्ता है ग्रैंड लाइन तक जाने का। लूफी अच्छा अगर ऐसी ही बात है तो पास ही के किसी आइलैंड से मीट उठा लेते हैं भाई, भूख लगने वाली है। हाँ पास में ही एक आइलैंड है जिसके अंदर एक मशहूर शहर है जिसका नाम है लॉकडाउन। क्या ये मीट के लिए फेमस है? नहीं लूफी, ये वही जगह है जहाँ पर गोल्डी रॉजर ने जन्म लिया था और मारा भी गया। लूफी ये बात सुनकर थोड़ा सा सीरियस हो जाता है। तो क्या तुम जाना चाहते हो? हाँ मुझे जाना है नामी, मैं उस जगह को देखना चाहता हूँ जहाँ पर उस आदमी ने जन्म लिया था जिसने इस दुनिया में वो हर एक चीज पाली थी जो कि दुनिया के पास देने को थी। अब इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसके पास लूफी का वांटेड पोस्टर होता है और उसे देखकर स्माइल कर रही होती है। और बहुत टाइम बाद हम कैप्टन बग्गी को देखते हैं और ये बंदा अपने चाचा के साथ होता है। और गाइस ये वही बंदा है जिसे हमने पिछले पार्ट में देखा था, उसी आइलैंड पर रहने वाला। एक सेकंड गाइस, इसका नाम क्या था? सर्च कर लेता जरा। हाँ इस बंदे का नाम है गाइमॉन और ये दोनों अपनी दुख दर्द पीड़ा एक दूसरे को सुना रहे होते हैं। और अब इसके बाद इन दोनों के जाने का समय आ जाता है। बग्गी यहाँ से जाने लगता है पर थोड़ी आगे चलकर एक सी मॉन्स्टर कैप्टन बग्गी पर हमला कर देता है जिसकी वजह से इसकी ये छोटी सी नाव टूट जाती है। और जब दोबारा उस पर हमला करने वाला होता है तभी इस सी मॉन्स्टर के सर के ऊपर कोई गोली मार देता है। और जब बग्गी पीछे मुड़कर देखता है तो वो देखता है कि पीछे एक खूबसूरत सी लड़की खड़ी हुई है। कितनी खूबसूरत हो तुम, मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, ये लड़की इससे पूछती है। तुम बग्गी द क्लाउन हो ना? हाँ लेकिन तुम कौन हो? हाँ तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है। क्या तुम इस आदमी को जानते हो? और इस लड़की के हाथ में लूफी का वांटेड पोस्टर होता है और ये वही लड़की है जिसके बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी। हाँ मैं जानता हूँ इसे, मुझे तो इससे अपना बदला लेना है। और लूफी को मारने के लिए ये दोनों हाथ मिला लेते हैं और हम इसकी बोट को देखते हैं जो कि दिल शेप में होती है। अब इसके बाद ये दोनों एक आइलैंड पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर कैप्टन बग्गी अपने दोस्तों को देखता है, मोजी और काबाजी को, और इन दोनों की हालत
हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। कैप्टन बग्गी इन दोनों से पूछता है, मोजी काबाजी तुम्हारी ये हालत किसने की? हाँ। और ये दोनों बताते हैं कि यहाँ पर रहने वाली एक ट्राइब ने इनकी ऐसी हालत कर दी है और इन सभी ने बाकी सबको भी पकड़ा हुआ है। और यहाँ पर बग्गी के बाकी सारे बॉडी पार्ट्स भी होते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं ये बंदा अपने बॉडी पार्ट्स को अलग कर सकता है क्योंकि इसने एक डेविल फ्रूट खा लिया था। और बग्गी अपने सारे के सारे बॉडी पार्ट्स को वापस बुलाता है और वापस से बड़ा बन जाता है। बग्गी को देखकर बाकी सभी पायरेट्स को भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है और उस ट्राइब के सभी लोगों को मार देते हैं। और अब कैप्टन बग्गी के साथ वापस से उसकी पूरी टीम जुड़ चुकी है और अब इसके साथ ही लड़की भी है। और इस तरफ हम जोरो को देखते हैं। मुझे सामने एक आइलैंड दिख रहा है। हाँ यही है लॉकडाउन। अच्छा तो यही वो आइलैंड है हाँ जहाँ गोल्डी रॉजर ने जन्म लिया। अब थोड़ी देर बाद ये लोग लॉकडाउन में पहुंच जाते हैं। उसॉप अपने लिए एक गुलेल खरीदने वाला है, सांजी खाने पीने का सामान, जोरो अपने लिए नई तलवारें और नामी अपने लिए नए कपड़े। लेकिन अपना लूफी गोल्डी रॉजर के एग्जीक्यूशन पॉइंट को देखना चाहता है, वही जगह जहाँ पर उसे मारा गया। और लूफी पूरी एक्साइटमेंट के साथ एग्जीक्यूशन पॉइंट ढूंढने लगता है। और इस तरफ हम लॉकडाउन के नेवी हेडक्वार्टर्स को देखते हैं जहाँ पर एक बंदा भागते भागते आता है। कैप्टन स्मोकर, हेडक्वार्टर से एक मैसेज आया है। उन्हें पता चला है कि मंकी डी लूफी यहाँ पर आने वाला है और ये लूफी कोई आम पायरेट नहीं है। उसके ऊपर 3 करोड़ का इनाम है। 3 करोड़? हाँ, ये तो काबिले तारीफ है। लगता है उसे पकड़ना ही होगा। कैप्टन स्मोकर तैयार हो जाता है लूफी को पकड़ने के लिए। पर इस तरफ जोरो कुछ तलवारें खरीदना चाहता था पर सारी बहुत ज्यादा महंगी थी। और जोरो पीछे देखता है कि कुछ लोग खड़े हुए हैं और हम एक लड़की को देखते हैं और इसे 2 खतरनाक लोग परेशान कर रहे होते हैं। ठीक है मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। जोरो भी ये सब कुछ देख रहा होता है और जैसे ये दोनों उस पर हमला करते हैं तो ये लड़की अपनी तलवार निकालती है और 2 सेकंड्स में इनकी बैंड बजा देती है। ये देखकर जोरो हैरान हो जाता है लेकिन फाइट के दौरान इस लड़की का चश्मा गिर जाता है। जोरो इस चश्मे को उठाकर इस लड़की को देता है पर जो उसने देखा उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। इस लड़की की शक्ल बिल्कुल क्वीना जैसी थी। क्वीना यानी कि वही लड़की जिसके साथ जोरो ने बचपन में वादा किया था कि वो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्पोर्ट्समैन बन के दिखाएगा। शॉक की वजह से जोरो इस लड़की का चश्मा तोड़ देता है। और इस तरफ हम लूफी को देखते हैं जो कि भूला भटका पता नहीं कहाँ पर जा रहा था। सामने एक बोर्ड पर लिखा होता है बार गोल्ड रॉजर, लेकिन लूफी पढ़ता है सिर्फ गोल्डी रॉजर। और लूफी उस बार के अंदर जाने लगता है। यहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ था जो कि इस बार का ओनर होता है। लूफी इससे पूछता है, आप यहाँ पर काम करते हो क्या? ये जगह तो जैसे बच्चों के लिए नहीं, चला जाए यहाँ से। दरअसल मैं खो चुका हूँ, मुझे एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म देखना था जहाँ पर गोल्डी रॉजर की मौत हुई है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो कहाँ पर मिलेगा मुझे प्लीज? और तभी लूफी इस बंदे के टेबल के ऊपर एक खोपड़ी को पड़ा हुआ दिखता है। ये खोपड़ी थी एक किलर जायंट की जिसने 100 से भी ज्यादा पायरेट्स को मौत के घाट उतार दिया था। पर गोल्डी रॉजर ने उसे एक ही हमले के साथ मार दिया था। और गोल्डी रॉजर की ये बातें सुनकर लूफी को गूज बम्स आने लगते हैं। गोल्डी रॉजर वो अपने दिनों में नहीं, आज भी मुझे लगता है कि वो ऐसा इकलौता आदमी था जो कि ग्रैंड लाइन से डरा नहीं था। उस समय ग्रैंड लाइन के बारे में किसी को कुछ ज्यादा नहीं पता था। जितने भी लोग वहाँ पर गए उनमें से कोई भी जिंदा वापस नहीं लौटा, जिसकी वजह से ग्रैंड लाइन का डर लोगों के अंदर बैठ चुका था। अब इसके बाद हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं जहाँ पर भी लूफी है। गोल्डी रॉजर यहाँ पर एक रम की बोतल पी रहा होता है और इस ओनर से जो कि पहले जवान था उससे कहता है, मैं ग्रैंड लाइन की तरफ जाने वाला हूँ। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। क्या तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए? तुम्हें ग्रैंड लाइन के बारे में भूल जाना चाहिए क्योंकि आज तक वहाँ से कोई भी जिंदा वापस नहीं आया है। तभी तो मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ। और बैक इन प्रेजेंट ओनर लूफी को बताता है और कुछ समय बाद एक खबर फैल जाती है कि गोल्डी रॉजर ग्रैंड लाइन से जिंदा वापस आ चुका है। पर आज से 22 साल पहले गोल्डी रॉजर को मार दिया गया था और उसी समय से ग्रेट पायरेट एरा की शुरुआत हुई थी। मैं भी ग्रैंड लाइन में जाना चाहता हूँ। गोल्डी रॉजर कितने कूल है ना? एक पायरेट को बिल्कुल उन्हीं की तरह होना चाहिए और इसलिए मैंने समुद्र में कदम रखा। मैं ग्रैंड लाइन जाकर वन पीस को हासिल करना चाहता हूँ और किंग ऑफ पायरेट्स बन के दिखाऊंगा। ये ओनर लूफी की बातें ध्यान से सुन रहा होता है और इसे लगता है कि इसका स्क्रू वगैरह ढीला हो चुका है। पर तभी इसे लूफी के अंदर गोल्डी रॉजर नजर आता है। यहाँ तक कि ओनर को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। अब इसके बाद हम 22 साल पहले का एक सीन देखते हैं। गोल्डी रॉजर पकड़ा जा चुका था, इसके हाथ बंधे हुए थे और इसे अपनी मौत साफ साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन फिर भी इस बंदे के चेहरे पर एक स्माइल होती है। गोल्ड रॉजर जिसने दुनिया की वो हर एक चीज पाली थी जो कि दुनिया के पास ऑफर करने के लिए थी। ये बंदा अपनी मौत की तरफ भी बिल्कुल शान से जा रहा था। गोल्डी रॉजर को जरा सा भी डर नहीं था अपनी मौत का और इसके गले पर तलवारें रख दी जाती हैं। लेकिन फिर भी गोल्डी रॉजर एक स्माइल के साथ बैठा हुआ था। और तभी भीड़ में से एक आदमी चिल्लाकर गोल्डी रॉजर से कहता है, हे किंग ऑफ पायरेट्स गोल्डी रॉजर, तुम्हारा सबसे कीमती खजाना वन पीस कहाँ छुपा रखा है तुमने? क्या वो ग्रैंड लाइन में है? वो ग्रेट ट्रेजर वन पीस। गोल्ड रॉजर इसकी बातें सुनकर एक स्माइल करता है और फिर जोर जोर से हंसने लगता है। मेरा खजाना, हाँ, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम रख सकते हो, ढूंढ लो उसे। मैंने दुनिया की हर एक चीज उसमें रखी हुई है जो कि दुनिया के पास देने के लिए थी। और तभी गोल्डी रॉजर को मार दिया जाता है। इसकी छाती के अंदर 2 तलवारें घुसा दी जाती हैं। पर अपनी मौत के दौरान भी इस बंदे के चेहरे पर एक स्माइल होती है। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं और लूफी उसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर गोल्डी रॉजर की मौत हुई थी। लूफी उस टावर के ऊपर चढ़ने की कोशिश
करता है, पर तभी कैप्टन स्मोकर यहाँ पर आ जाता है और लूफी को बुलाता है। क्या चाहिए भाई तुम्हें? देखता नहीं तो मैं कितना बिजी हूँ मैं अभी। तू वही है ना जिस पर पूरे ईस्ट ब्लू में सबसे ज्यादा बड़ा इनाम लगा है? हाँ मैं लूफी हूँ, तुम्हें चाहिए क्या कुछ? मेरा नाम है कैप्टन स्मोकर और मैं यहाँ की नेवी का कैप्टन हूँ। मैं इस लॉकडाउन का इंचार्ज हूँ और मैं अभी इसी वक्त तुम्हें हिरासत में लेता हूँ। क्या अरेस्ट? भूल जा भाई इसके बारे में। मैं अब ग्रैंड लाइन जाने वाला हूँ और किंग ऑफ पायरेट्स भी बनने वाला हूँ। लगता है मुझे तुझे हराना होगा। अच्छा तू मुझे हराएगा? हाँ, इससे पहले मैं ही तुझे हरा देता हूँ। गम गम पिस्टल। लूफी उस पर हमला कर देता है, लेकिन चेन स्मोकर लूफी के मुंह पर एक जोरदार पंच मार देता है। लूफी इस पर एक किक मारता है, पर स्मोकर को ये अटैक नहीं लगता और लूफी गोल गोल घूमकर दूर जाकर गिरता है और वहीं पे ये बंदा सो जाता है। सही है भाई, ये कहीं भी सो जाता है बंदा। इसके बाद हम जोरो और उसी लड़की को देखते हैं जिसका जोरो ने चश्मा तोड़ दिया था और ये लड़की अभी भी जोरो को ताने मार रही थी। मैंने कहा ना मैं उसके पैसे तुम्हें दे दूंगा। हाँ, मुझे तुमसे पैसे नहीं चाहिए। तुम्हें देखकर तो मुझे चिंता होती है। तुम्हारी आंखों के नीचे रिंकल्स आ चुके हैं। ऐसा लगता है कि जैसे तुम हफ्तों से नहीं सोए हो। क्या तुम्हारी मॉम बीमार है या तुम्हारी बीवी किसी के साथ भाग गई? तुम्हारे 5 बच्चों के साथ तुम्हें छोड़कर? चलो मैं और नहीं पूछूंगी तुमसे, तुम्हें दर्द होगा। भाई क्या कर रही है लड़की है? मेरे साथ आओ। ये लड़की जोरो को नेवी के ऑफिस के अंदर लेकर जाती है, जहाँ पर ये लड़की जोरो को सफाई करने का काम दे देती है और इसके हाथ में पकड़ा देती है एक झाड़ू और एक पानी की बकेट। अगर तुम नेवी के लिए काम करते रहे तो तुम कभी भी भूखे नहीं मरोगे। और जोरो फ्लोर को साफ करने लगता है और साथ ही साथ 2 नेवी वाले बंदों को भी, जिन्हें पता लग चुका था कि ये बंदा जोरो है, ईस्ट ब्लू का सबसे खतरनाक स्वर्ड्समैन। जोरो यहाँ से चला जाता है एक तलवारों की दुकान पर। मेरे पास 1 लाख रुपए हैं और मुझे 2 तलवारें चाहिए। एक स्वॉर्ड की 50,000। हाँ, इतने में तो कोई पुरानी सी तलवार ही आएगी। उसकी नजर जोरो की तलवार के ऊपर जाती है। एक मिनट, ये दिखाना मुझे जरा। और जैसे ही जोरो की तलवार को खोलता है तो ये बंदा हैरान रह जाता है, क्योंकि जोरो की तलवार कोई मामूली तलवार नहीं थी। ये एक लेजेंडरी स्वॉर्ड होती है और ये बंदा जोरो को चूना लगाने की कोशिश करता है और इस लेजेंडरी स्वॉर्ड को बहुत कम दामों पर खरीदने की कोशिश करता है। पर तभी वही लड़की यहाँ पर आ जाती है। ये लड़की यहाँ पर अपनी तलवार लेने आई थी, पर जैसे ही लड़की जोरो की तलवार देखती है, ये तो 21 ओवाज़ुमोनो स्वॉर्ड्स में से एक है। इसकी कीमत 1 करोड़ से कम तो नहीं होगी। ये सुनकर ये दुकानदार गुस्सा हो जाता है और जोरो से कहता है, सामने कुछ तलवारें पड़ी हैं, सभी की सभी 50,000 की हैं, जो चाहिए वो ले लो। जोरो वहाँ पर जाता है, एक तलवार उठाता है और ये लड़की अपनी डायरी में देखकर बताती है, जैसा कि मैंने सोचा था, ये तो एक और लेजेंडरी स्वॉर्ड है, काइटेत्सु थर्ड। ये एक बहुत ही शानदार तलवार है। पर ओनर उस तलवार को बेचने से मना कर देता है। नहीं, मैं इसे नहीं बेच सकता। ये एक श्रापित तलवार है ना। तुम्हें कैसे पता? मैंने बस अंदाजा लगाया। ओनर हैरान रह जाता है कि इसे कैसे पता कि स्वॉर्ड कर्स्ड है, पर जोरो को बस अंदाजा हुआ था। ये ओनर बताता है कि किकेत्सु की सारी तलवारें कर्स्ड हैं। जिन भी लोगों ने इन तलवारों को चलाने की कोशिश की है वो सभी एक एक करके मारे गए हैं, लेकिन फिर भी जोरो कहता है मुझे यही चाहिए, मैं इसे लूंगा। पर जोरो यहाँ से चला जाता है और इस तरफ हम देखते हैं कि सड़कों के ऊपर कुछ अजीब आदमी घूम रहे थे, अजीब से कपड़े पहनकर। जोरो अपनी तलवार को देखकर खुश हो रहा होता है और तभी लूफी इसके सामने आ जाता है। लूफी अपना रास्ता भटक चुका था। अरे यार, पता नहीं मैं कहाँ भटक रहा हूँ, कितना बड़ा शहर है ये। लूफी और जोरो की नजर सड़क पर जाती है, जहाँ पर वो देखता है कि एक बंदे को बहुत सारे लोग घेरे हुए थे और उस पर बंदूक ताने हुए थे। और इससे पहले कि ये बंदे इस बंदे को शूट करते, इस आदमी ने एक को छोड़कर बाकी सभी को मार दिया। वो एक बच्चा था। ये आदमी उस बच्चे से कहता है, घर जा बच्चे, तेरी माँ तेरा इंतजार कर रही होगी। लूफी को ये बंदा बहुत ज्यादा कूल लग रहा था और जोरो बताता है कि इस बंदे का नाम है डैडी द पेरेंट और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक बाउंटी हंटर है। इस तरफ हम देखते हैं कि उसॉप ने बहुत सारी चीजें खरीद ली थी और फिर इसे याद आता है कि एक चश्मा लेना भूल चुका है। ये चश्मों की दुकान पर जाता है और इसे ये वाला चश्मा बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है, पर इसके पास इसे खरीदने के लिए पैसे खत्म हो चुके थे। पर तभी यहाँ पर एक लड़की आती है और उसी सेम चश्मे को काउंटर से खरीद लेती है और ये देखकर उसॉप को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अरे लड़की रुक जा, मैंने उसे पहले देखा था। बुढ़े आदमी दफा हो जाओ। और हंसते हुए उस चश्मे को लेकर यहाँ से चली जाती है, लेकिन उसॉप इस लड़की का पीछा करता है। मुझे परेशान मत करो, समझे ना? मैं नेवी में तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी। शायद तुम जानते नहीं, नेवी के कैप्टन स्मोकर मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। अच्छा, और तू मुझे नहीं जानती, ठीक है ना? मैं बहुत बड़ा शिकारी हूँ। मैं ग्रेट कैप्टन उसॉप हूँ, जिसने आर्लोंग के पायरेट्स को धूल चटा दी थी। यहाँ तक कि मेरे ऊपर 3 करोड़ की बाउंटी भी है। पापा। ये लड़की पापा बोलती है और तभी पीछे इसका डैडी यहाँ पर खड़ा होता है और ये वही बंदा था जिसे हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। ये इसी डैडी द पेरेंट की बेटी थी। ये अपने डैडी के पास जाती है और इस बंदे को उस गॉगल को गिफ्ट कर देती है एज अ बर्थडे गिफ्ट। ये देखकर इसका डैडी थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और तभी ये बंदा उस से कहता है, हे तुम, क्या मैंने सही सुना था? तुम्हारे ऊपर 3 करोड़ का इनाम है। हाँ तुमने सही सुना, पर मैं एक और बात तुम्हें बताना चाहता हूँ। अगर तुमने मेरे ऊपर उंगली उठाई तो मेरा कैप्टन लूफी तुम्हें छोड़ेगा नहीं। वो 1 नंबर का शैतान और निर्दयी आदमी है। तो मुझे परिवार वाला लगता है ना? अच्छा होगा तुम मुझसे पंगे मत लो। ये बंदा उस सब की तरफ एक गन फेंकता है। तुम्हारी शक्ल देखकर लगता है कि तुम अभी सिंगल हो। तुम तो मेरे साथ लड़ ही सकते हो। क्या एक लड़ाई? और जैसे ही ये बंदा अपना शॉल हटाता है तो हम देखते हैं कि इसकी बॉडी के ऊपर 30 बंदूकें लगी हुई थी। उस सॉप समझ जाता है कि ये डैडी द पेरेंट है और इसने डैडी के साथ पंगे लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है और ये सभी लोग इस फाइट को देखने के लिए आए थे। नामी भी यहाँ पर होती है। सभी लोग बोलते हैं, और लड़के चिंता मत कर, अगर उसने तुझे मार भी दिया तो हम तेरी कब्र खोदने के लिए तैयार हैं। नामी उस सबको डांटने लगती है, साले उसॉप, ये कैसी मुसीबत अपने सर पे ले ली है? तुझे थोड़ी देर के लिए खुला के छोड़ा, तुझे डैडी द पेरेंट से पंगे ले लिए? पागल वागल क्या? ये लड़की रूल्स बताती है। दोनों लोग 10-10 कदम चलेंगे और दोनों के पास एक ही मौका होगा, शिद्दत से करना। इसके बाद काउंटिंग शुरू होती है, 1 2 3। उस सबको समझ में आ जाता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उस सब यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि उस सब कुछ कर पाता, डैडी इसे शूट करके इसकी बंदूक को उड़ा देता है। उस सब जमीन पर गिर जाता है और उसे माफी मांगने
मांगने लगता है। अरे मुझे माफ कर दीजिए, मैं एक नल्ला बेरोजगार आदमी हूँ, मुझे मार कर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। नामी भी उस सबको बचाने के लिए डैडी के सामने आ जाती है। तो तू इतना कायर है हाँ कि एक लड़की के पीछे छुप रहा है? इस लड़की का मुझसे कोई लेना देना नहीं। उसॉप, नामी उसॉप का नाम लेती है और जैसे ही इस डैडी को पता चलता है कि इसका नाम उसॉप है तो ये बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। लड़के, क्या तुम्हारा नाम उसॉप है? क्या तू यह सबको जानता है जो रेड हेड पायरेट्स का एक मेंबर है? हाँ, वो मेरे पापा का नाम है। क्या आप मेरे डैड से पहले मिल चुके हैं? हाँ। अच्छा, अब मैं समझा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो बच्चे, आज मैं तुमसे वो चीज बताने जा रहा हूँ जो कि मैंने पहले किसी को नहीं बताई। आज से कुछ साल पहले उसॉप और मेरे बीच में यही सेम फाइट हुई थी और यहाँ पर शैंक्स और बाकी सभी पायरेट्स भी थे और जब दोनों ने एक दूसरे पर हमला किया तो उसॉप के राइट हैंड पर चोट लग जाती है, लेकिन डैडी पूरे तरीके से हार चुका था। ये बंदा नेवी का सबसे खतरनाक स्नाइपर था जिसे यूसॉप ने हरा दिया था। यूसॉप इसे मारने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि इसके गले पर एक लॉकेट है और जैसे ही उसे खोलता है तो वो देखता है कि उस लॉकेट के अंदर इसकी बेटी की फोटो होती है। ये देखकर यूसॉप स्माइल करता है और साइड में जाकर बैठ जाता है। परिवार इतनी भी बुरी चीज नहीं है, पर मैं इन चीजों में अच्छा नहीं। मेरे पास खुद का एक बेटा है जिसका नाम उसॉप है। मैंने उसे सालों से नहीं देखा है और जब मैंने इस समुद्र में कदम रखा था तब वो एक छोटा सा बच्चा था। क्या तुम अपने बेटे से प्यार नहीं करते? हाँ नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये पायरेट फ्लैग ये मुझे बुला रहा है। खैर, मैं अब अपने बेटे के लिए कुछ नहीं कर सकता। मैं एक अच्छा पिता नहीं बन पाया, लेकिन तुम अपनी बेटी का हमेशा ख्याल रखना। और ऐसा बोलकर यूसॉप यहाँ से जाने लगता है, पर तभी डैडी इसे कहता है, यूसॉप, तुम्हें मुझे मारना ही होगा। मुझ पर दया खाने की कोई जरूरत नहीं है। हम पायरेट्स खुद डिसाइड करते हैं कि हमें किसे मारना है और किसे नहीं, और मैं तुम्हारी जान को बख्श रहा हूँ। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं और उसॉप ये सारी कहानी सुनकर रोने लगता है। ये कहानी सुनकर उसॉप के अंदर बहुत ज्यादा हिम्मत आ जाती है और डैडी से एक और बार मौका मांगता है उसी फाइट को दोबारा करने के लिए, और डैडी भी इस बात के लिए मान जाता है। ठीक है, मैं तुम्हारा ये ऑफर एक्सेप्ट करता हूँ बच्चे। और इस बार ये बंदा उसॉप को इन दोनों को एक साइन बोर्ड के ऊपर निशाना लगाना है और अगर उसॉप चुका तो डैडी उसे उसी वक्त मार देगा। ये बोर्ड हवा की वजह से बहुत ज्यादा हिल रहा होता है। उसॉप अपनी गुलेल का यूज करके अपना एम लगाता है और शूट कर देता है और उसॉप का निशाना बिल्कुल सही जगह पर जाकर लगता है। डैडी कहता है, मुझे यूसुफ के बेटे से यही उम्मीद थी। एक दिन तुम भी अपने पापा की तरह एक नीडर और शानदार स्नाइपर शूटर बनोगे। तुम ग्रैंड लाइन में जाओ बच्चे, वहाँ पर तुम्हें यूसुफ मिलेगा। क्या? आपका शुक्रिया। मैं भी एक दिन अपने पापा की तरह एक बहादुर सोल्जर बनूंगा। और इस तरफ हम सांजी को देखते हैं। सांजी को एक लड़की पीछे से पुकारती है जिसका नाम था फेरी कार्मेन, और ये बंदी खुद को ईस्ट ब्लू का सबसे बेहतरीन कुक बताती है। मैंने ईस्ट ब्लू के सभी फेमस कुक्स को हरा दिया है, पर अब तुम्हारी बारी है सांजी, मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ। ये औरत सांजी को मार्केट के अंदर बुलाती है जहाँ पर कुछ ही देर में एक कुकिंग कंपटीशन शुरू होने वाला था, और इतना बोलकर यहाँ से चली जाती है। लेकिन सांजी उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, लेकिन फिर भी सांजी मार्केट में जाता है क्योंकि इसे कुछ सामान वगैरह खरीदना था, और देखता है कि सामने बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है और सामने देखता है कि एक फिश पड़ी हुई है, बहुत बड़ी सी फिश, जिसके बारे में सांजी ने बचपन में एक किताब के अंदर पढ़ा था। सांजी उस फिश को कुछ भी करके खरीदना चाहता था। एक सेकंड रुकिए जरा, मेरे पास पैसे हैं, आपको जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा, प्लीज मुझे इस फिश को खरीदने दीजिए। ओए बच्चे, ये फिश खरीदने के लिए नहीं है, बल्कि इस कुकिंग कंपटीशन का एक प्राइज है जो कि इस कंपटीशन के विजेता को दिया जाएगा। और सांजी अपना मन बना लेता है इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए और इस फिश को पाने के लिए। थोड़ी देर बाद कंपटीशन शुरू हो जाता है। यहाँ पर कार्मेन भी आई होती है और ऑडियंस में उसब और नामी भी होते हैं। कंपटीशन शुरू हो जाता है और सांजी एक के बाद एक राउंड क्लियर करके आगे बढ़ता जा रहा था, और साथ ही साथ कार्मेन भी। और एट द एंड फाइनली सांजी और कार्मेन बच जाते हैं और ये दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं। फाइनल राउंड शुरू हो जाता है और ये दोनों अपना खाना बनाने लगते हैं। सांजी अपनी डिश प्रिपेयर कर लेता है और कार्मेन भी, और फाइनली टाइम आ जाता है रिजल्ट्स को अनाउंस करने का। तो इस साल की कुकिंग चैंपियनशिप का विनर है। कि तभी कार्मेन इस बंदे को रोक देती है, रुक जाइए, और सांजी के पास जाकर खुद एक्सेप्ट कर लेती है कि सांजी का खाना इसके खाने से बहुत ज्यादा डिलीशियस था, जिसका मतलब है कि सांजी इस कंपटीशन को जीत लेता है और उस मछली को लेकर यहाँ से जाने लगता है। और चलते चलते नामी कहती है, हवा का रुख चेंज हो चुका है, लगता है थोड़ी देर में बारिश होने वाली है। लेकिन अभी तो मौसम बिल्कुल साफ है ना, थोड़ी ही देर में बारिश होने वाली है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। और इस तरफ लूफी भूला भटका वापस से एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाता है और फाइनली लूफी उस प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ जाता है और उस नजारे को एंजॉय करता है जो कि पायरेट किंग गोल्डी रॉजर ने अपनी मौत के पहले देखा होगा। और हम देखते हैं कि कैप्टन बग्गी, कैप्टन स्मोकर और उसी हॉट लड़की को भी पता चल चुका था कि लूफी इस वक्त कहाँ पर है। और तभी ये सुंदर लड़की यहाँ पर आ जाती है और कहती है, लूफी, हाँ मैं तुम्हारा इंतजार बहुत समय से कर रही थी, ये मत कहना कि तुम मुझे भूल गए। और यहाँ पर खड़े सभी लोग इस लड़की को देखकर इसके दीवाने हो जाते हैं। भाई इसकी स्किन कितनी स्मूथ है, कितनी हॉट है ये। लूफी कहता है, भाई कौन है तू? मैं तुझे नहीं जानता। है कौन तू है? तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती क्योंकि तू पहला आदमी था जिसने मुझ पर हमला किया था। दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो कि मेरे बदन पर फिदा ना हो जाए। और अपनी इसी सुंदरता का यूज करके लूफी, मैं तुझे अपना दीवाना बना लूंगी। ए चुप कर जाए, ज्यादा बोल रही है तू, ठीक है ना? मैं पहले से कमिटेड हूँ किसी के साथ। आखिर तू है कौन? सुंदर लड़की एल्विडा। क्या एल्विडा? वो तो मोटी थी। दरअसल लूफी उसी एल्विडा की बात कर रहा है जिसे कि हमने इस सीरीज के पहले पार्ट में देखा था। लेडी एल्विडा वही मोटी, ये लड़की बिल्कुल पतली हो चुकी है और एकदम हॉट लड़की बन चुकी है। मैंने स्मूथ नाम का एक डेविल फ्रूट खाया है जिसकी वजह से मेरा शरीर पूरी तरह से बदल गया और मैं बहुत ज्यादा हॉट बन गई। उस डेविल फ्रूट को खाकर मेरी बॉडी बहुत ज्यादा स्मूथ हो चुकी है जिसकी वजह से मुझ पर किए हुए सभी अटैक्स फिसल जाते हैं और मुझे कोई भी डैमेज नहीं करते। और तभी वही अजीब से लोग यहाँ पर आ जाते हैं और जैसे ही अपना कवर हटा
आते हैं तो हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि कैप्टन बग्गी और उसके सभी साथी होते हैं। बग्गी कहता है हमारे साथ जो भी हुआ मैं वो नहीं भूलने वाला, और लूफी मैं तुमसे मेरी बेइज्जती का बदला लेकर रहूंगा। वैसे तेरा नाम क्या था भाई? बॉगी नहीं, बूगी था ना? नहीं ये नहीं था। अरे हाँ, तुम्हारा नाम तो बफून है। कैप्टन बग्गी को ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। बफून पागल है क्या? और जब ऑडियंस में सभी लोगों को पता चलता है कि ये बग्गी द क्लाउन है तो यहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है और सभी लोग अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगते हैं। कैप्टन बग्गी अपने साथियों को ऑर्डर देता है कि सभी लोगों को कंट्रोल में रखे और फाइनली लूफी को इसका असली नाम याद आ जाता है। अरे हाँ, कैप्टन बग्गी, ओके ठीक है। लेकिन इससे पहले कि कुछ हो पाता तभी काबाजी यहाँ पर आकर लूफी को पकड़ लेता है। लूफी जरा सा भी नहीं हिल पाता है और लूफी को एक एग्जीक्यूशन डिवाइस के अंदर फंसा देता है। पर नामी रियलाइज करती है एटमॉस्फेयर प्रेशर बहुत एबनॉर्मली गिर रहा है और एक जोरदार तूफान इस आइलैंड पर आने वाला है। जल्दी करो, हमें अपनी शिप के पास वापस जाना होगा वरना हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। और तभी जोरो भी यहाँ पर आ जाता है और गांव के सभी लोग एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म की तरफ जाने लगते हैं क्योंकि सभी को पता चल चुका था कि कैप्टन बग्गी स्ट्रॉ हैट लूफी को मारने वाला है और लूफी को एग्जीक्यूट किया जाने वाला है। ये बात सुनकर जोरो, लूफी और नामी जल्दी से एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं लूफी को बचाने के लिए। कैप्टन स्मोकर भी ये सब कुछ देख रहा होता है और मौसम लगातार खराब होने लगता है। आसमान काले बादलों से ढक जाता है और इस तरफ कैप्टन बग्गी के पायरेट्स जश्न मना रहे होते हैं क्योंकि फाइनली लूफी को मारने वाले हैं। लूफी कहता है मैं अपनी जिंदगी में पहली बार एक एग्जीक्यूशन देखने वाला हूँ। बेवकूफ, हम तुझे ही मारने वाले हैं। क्या मजाक करना बंद कर भाई, अबे मुझे क्यों मार रहे हो? तू मजाक करना बंद कर, समझा ना? क्योंकि अब तुझे हम मारने वाले हैं। तेरे कुछ आखिरी शब्द वगैरह है क्या? कुछ है तो बोल सकता है। और लूफी चिल्लाकर कहता है मैं वही हूँ जो कि बाद में जाकर किंग ऑफ पायरेट्स बनेगा। और लूफी की ये बात सुनकर टाउन के सभी लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि लूफी उसी जगह पर किंग ऑफ पायरेट्स बनने की बात कर रहा था जहाँ पर किंग ऑफ पायरेट्स को मारा गया था। बग्गी अपनी तलवार निकाल लेता है और लूफी को मारने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी पीछे से आवाज आती है रुक जाओ। और जोरो और सांजी यहाँ पर आ जाते हैं। जोरो, सांजी बचा लो भाई यार, ये बग्गी मुझे मारने वाला है। जोरो और सांजी लूफी को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं और तभी बग्गी के पायरेट्स इन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर भी जोरो और सांजी सभी को एक एक करके मारने लगते हैं। लेकिन बग्गी अपनी तलवार को उठाता है और तभी लूफी जोरो और सांजी को कहता है सांजी, जोरो मुझे माफ करना यार, मैं अब मरने वाला हूँ। और बग्गी लूफी की गर्दन पर तलवार चला देता है। लूफी के चेहरे पर एक बहुत बड़ी स्माइल थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे किंग ऑफ पायरेट्स गोल्डी रॉजर के चेहरे पर थी जब इनको एग्जीक्यूट किया जिस तलवार से बग्गी लूफी को मारने वाला था उसके ऊपर एक बिजली गिरती है। ये बिजली बहुत ज्यादा ही खतरनाक थी, इतनी ज्यादा खतरनाक कि पूरे एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म पर आग लग जाती है। एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म टूटने लगता है और फाइनली टूटकर गिर जाता है। इतनी खतरनाक बिजली के बाद भी लूफी जिंदा बच जाता है। ये सब देखकर कैप्टन स्मोकर सोचता है क्या ये सभी इत्तेफाक है? क्या ऊपर वाला भी नहीं चाहता है कि लूफी को मारा जाए? हाँ, लूफी, जोरो और सांजी यहाँ से भागने लगते हैं और तभी सामने हम एक आदमी को देखते हैं जिसने ग्रीन कलर का शॉल पहना हुआ था और ये वही मिस्टीरियस कैरेक्टर है जिसके बारे में हमने पिछले पार्ट में बात की थी। ये बंदा कहता है समय की लहरें और लोगों के सपने, इन दोनों को कोई नहीं रोक सकता। जब तक लोगों की आंखों में उनकी आजादी का सपना है तब तक मैं उनके साथ हूँ। इस तरफ नामी और उसॉप शिप की तरफ भाग रहे होते हैं क्योंकि मौसम बहुत खराब होने लग चुका था। ये दोनों शिप के पास पहुँचते हैं और तभी देखते हैं कि इनका पुराना दुश्मन इनका यहाँ पर इंतजार कर रहा होता है, मोजी और उसका लॉयन। पर तभी सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो जाती है और नेवी भी यहाँ पर पहुँच जाती है। जोरो, लूफी और सांजी अभी भी शिप की तरफ भाग रहे होते हैं और तभी जोरो के सामने ताकिशी आ जाती है, वही लड़की जिसे हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? हाँ? और जोरो पर हमला करना शुरू कर देती है। जोरो लूफी और सांजी से कहता है तुम लोग जाओ, मैं इसे संभालता हूँ। लूफी और सांजी यहाँ से जाने लगते हैं और जोरो ताकिशी को हरा देता है और जोरो यहाँ से जाने लगता है। तुमने मुझे खत्म क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, है ना? मैंने ये तलवारें मजे के लिए नहीं ली हैं। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। जोरो, मेरी बात सुन लड़की, तेरी शक्ल मेरी एक बहुत ही करीबी दोस्त से मिलती है जो कि इस दुनिया में नहीं है। और उससे भी बुरी बात यह है कि तू वही सेम चीज बोल रही है जो कि वो कभी कहा करती थी। उसकी नकल करना बंद करो। इस तरफ हम लूफी और सांजी को देखते हैं और इन दोनों के सामने कैप्टन स्मोकर पहुंच जाता है। मैंने तुझसे कहा था ना, मुझे हराए बिना तो ग्रैंड लाइन नहीं जा सकता। सांजी, तुम शिप की तरफ जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। और इस तरफ गोइंग मैरी के ऊपर नेवी तोपों से हमला कर रही थी। नामी के पास कोई और चारा नहीं बचता है और शिप को बचाने के लिए यहाँ से भागने लगती है। सांजी भी यहाँ पर आ जाता है, नेवी वालों को मारना शुरू कर देता है और सांजी को लड़ते हुए देखकर उस सब भी एक्साइटेड हो जाता है, पानी में कूदता है और गुलेल निकालकर नेवी वालों को मारना शुरू कर देता है। इस तरफ लूफी और कैप्टन स्मोकर एक दूसरे के सामने आ चुके हैं। कैप्टन स्मोकर की बॉडी से बहुत सारी स्मोक निकलती है और उसका यूज करके लूफी को बांध लेता है। मैंने प्लम प्लम नाम का एक डेविल फ्रूट खाया है जिसकी वजह से मैं जब चाहूँ अपनी बॉडी को एक स्मोक का बना सकता हूँ। कैप्टन स्मोकर लूफी को जमीन पर पटक देता है। लूफी उस पर बहुत सारे पंचेस मारने लगता है पर स्मोकर लूफी को पकड़ लेता है और लूफी पर बैठकर उस पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी वही अनजान आदमी यहाँ पर आ जाता है और कैप्टन स्मोकर की तलवार को पकड़ लेता है। इसके चेहरे पर कुछ टैटूज बने हुए थे और जैसे ही ये बंदा स्माइल करता है तो चारों तरफ हवाएं चलने लगती हैं। ये हवाएं इतनी ज्यादा तेज थी कि सामने आने वाली हर एक चीज को तोड़ते हुए आगे जा रही थी। ये हवा पूरे शहर में फैल जाती है और जब शांत होती है तो हम देखते हैं कि हर जगह पर तबाही मच चुकी है। लेकिन जोरो और लूफी सही सलामत होते हैं। सामने इनकी शिप होती है और नामी चिल्लाकर इन सभी को शिप के अंदर आने के लिए कहती है, लूफी जल्दी आओ, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। लूफी एक रॉड को पकड़ता है और अपने आप को स्ट्रेच करता है जिसकी वजह से लूफी उड़ने लगता है और जोरो और सांजी को पकड़कर उड़ते उड़ते शिप पर पहुंच जाता है। कैप्टन स्मोकर लूफी के पीछे ग्रैंड लाइन तक जाने के लिए तैयार हो जाता है उसे पकड़ने के लिए और उसके साथ साथ
ताकिशिबी और कैप्टन बग्गी और एल्विडा, ये सभी लोग लूफी के पीछे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस तरफ हम उन सभी को देखते हैं। सांजी एक बियर का ड्रम लेकर आता है, ऑल ब्लू के खातिर, किंग ऑफ पायरेट्स बनने के खातिर, दुनिया का सबसे खतरनाक तलवारबाज बनने के खातिर, और पूरी दुनिया का नक्शा बनाने के खातिर। समुद्र का निडर योद्धा बनने के खातिर हम सभी लोग ग्रैंड लाइन जा रहे हैं और उस ड्रम को तोड़ देते हैं। ये एक तरह की सेलिब्रेशन होती है और अब ये सभी लोग ग्रैंड लाइन की तरफ जाने लगते हैं। ग्रैंड लाइन यानी कि वही जगह जिसे पायरेट्स का कब्रिस्तान कहा जाता है, जहाँ पर मीहॉक जैसे खतरनाक लोग पाए जाते हैं और यहाँ से लौट के आने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। अब ग्रैंड लाइन की तरफ जाते वक्त लूफी को रेड लाइन दिखाई देती है। दरअसल ये वन पीस की दुनिया 4 समुद्र में बटी हुई है और इन चारों समुद्र को आपस में बांटने का काम करती है रेड लाइन और ग्रैंड लाइन। लेकिन ये रेड लाइन पहाड़ों के झुंड से बनी हुई है। कुछ देर बाद ये सभी लोग रेड लाइन के करीब पहुंच जाते हैं। लूफी देखता है कि यहाँ के समुद्र की लहरें बहुत ज्यादा तेज होती हैं और हम 2 पहाड़ों के बीच एक जगह को देखते हैं जहाँ का पानी उल्टी दिशा में बह रहा था, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ, और इसे ही रिवर्स माउंटेन कहा जाता है। चारों समुद्र में ये रिवर्स माउंटेन प्रेजेंट है और यही इकलौता रास्ता है ग्रैंड लाइन तक जाने का। लेकिन अगर इसमें थोड़ी सी भी चूक हुई तो इनकी शिप कुछ ही सेकंड्स में तहस नहस हो जाएगी। गोइंग मैरी रेड लाइन से टकराने लगती है, लेकिन तभी लूफी शिप से बाहर कूदता है और खुद को फुलाकर शिप को रेड लाइन से टकराने से बचा लेता है और गोइंग मैरी रिवर्स माउंटेन में चली जाती है। शिप अपने आप ही ऊपर की तरफ जा रहा था। इस रिवर्स माउंटेन का वाटर फ्लो नीचे से ऊपर की तरफ था, जो कि किसी करिश्मे से कम नहीं। रेड लाइन के पहाड़ बहुत ही ज्यादा ऊंचे थे, यहाँ तक कि बादलों से भी ज्यादा ऊपर। और कुछ दिनों के सफर के बाद ये सभी लोग रिवर्स माउंटेन के टॉप पर पहुंच जाते हैं। शिप हवा में होती है और सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और इसके बाद शिप नीचे आती है और उसी इकलौते रास्ते की तरफ जाने लगती है जहाँ से हम ग्रैंड लाइन की तरफ जा सकते हैं। और तभी इनके सामने बहुत सारी फॉग आ जाती है। शिप फॉग के अंदर चली जाती है, लेकिन तभी जोरो को कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। क्या तुमने कुछ सुना? मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी अभी। अरे यार जोरो, तुम्हारा वहम होगा भाई, ग्रैंड लाइन पहुंचने की खुशी में लगता है पगला गए हो। लेकिन जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ते हैं, इन्हें अपने सामने एक काली परछाई नजर आती है और उसॉप अपने नए गॉगल्स का यूज करके सामने की तरफ देखता है। सामने एक पहाड़ है और जैसे ही धुंध हटती है तो हम देखते हैं कि सामने कोई पहाड़ नहीं बल्कि एक वेल होती है, जो कि बहुत ज्यादा बड़ी होती है और ये अजीब आवाजें यही वेल ही निकाल रही थी। शिप की स्पीड बहुत ज्यादा तेज थी और अगर ऐसे ही चलता रहा तो गोइंग मैरी उस वेल से टकरा जाएगी। सभी लोग उस शिप के डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश करते हैं। नामी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और अपनी मौत को अपने सामने देखती है, लेकिन तभी वेल पर एक तोप से हमला होता है और ये हमला किसी और ने नहीं बल्कि लूफी ने किया होता है और ये सभी लोग बुरी तरह से घबरा गए थे। उस कैनन के फायर करने की वजह से गोइंग मैरी के आगे वाला हिस्सा टूट जाता है, जिसे देखकर लूफी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। मेरी स्पेशल सीट, अरे यार शिट। सभी लोग उस शिप को मोड़ने की कोशिश करते हैं ताकि शिप वेल से ना टकरा जाए, लेकिन तभी लूफी इस वेल की आंख के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से इस वेल का ध्यान लूफी की तरफ चला जाता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई? यहाँ मेरी स्पेशल सीट तोड़ दी तूने, आजा, हिम्मत है तो मेरे सामने आ। लेकिन और ये देखकर उसॉप और जोरो की आंखें बाहर आ जाती हैं और इसे लात मार कर दूर फेंक देते हैं। साले लूफी चुप कर जा, बेवकूफ कहीं के, मरवाएगा अभी तू। ये वेल अपना मुंह खोलती है और ये सभी लोग उस वेल के मुंह के अंदर चले जाते हैं। लूफी डिसबैलेंस होकर उस शिप से गिर जाता है, लेकिन फिर भी अपना हाथ स्ट्रेच करके उस वेल को पकड़ लेता है। ये वेल अपना मुंह बंद कर लेती है और अब ये सभी लोग उस वेल के मुंह के अंदर चले जाते हैं। ये देखकर लूफी पैनिक कर जाता है और इस वेल को मारने लगता है। निकाल मुझे बाहर निकाल। और लूफी देखता है कि इस वेल के ऊपर एक दरवाजा बना होता है और ये वेल पानी के अंदर चली जाती है। हम इन 5 को देखते हैं जो कि इस वक्त अभी वेल के मुंह के अंदर आ चुके हैं। हम देखते हैं कि ऊपर नॉर्मल आसमान होता है और सामने एक छोटा सा घर बना हुआ था, लेकिन तभी इन पर एक सी मॉन्स्टर का हमला होता है। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं, लेकिन तभी इस घर के अंदर से 3 क्रॉस बोस बाहर निकलते हैं और इस सी मॉन्स्टर के जाकर लगते हैं और सी मॉन्स्टर वहीं पर घायल हो जाता है। और हम देखते हैं कि इस घर के अंदर से एक खतरनाक से दिखने वाला आदमी बाहर निकलता है। सबकी निगाहें उस बंदे की तरफ थी और इस बंदे ने इस बड़ी सी मॉन्स्टर को अकेले ही मार गिराया है। ये तिरछी नजरों से सांजी को दिखता है, सांजी उसे दिखता है। ये दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं। इस बूढ़े आदमी की आंखों में बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। ऐसा लग रहा होता है कि जैसे ये सांजी को अभी जान से मार ही डालेगा, पर ये बंदा कुछ नहीं करता और सामने कुर्सी पर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ने लगता है। भाई वेल के मुंह में न्यूज़पेपर क्या कर रहा है? सांजी देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। साले ये क्या बात हुई, कुछ तो बोले, अगर तुझे लड़ना है तो हम लोग तैयार हैं। ये बंदा उसॉप को देखता है और इसकी आंखों में फिर से गुस्सा भर जाता है। अच्छा होगा कि अगर तुम इसके बारे में सोचो भी मत, वरना तुम मारे जाओगे। इसका गुस्सा देखकर उसॉप और नामी बुरी तरह से डर जाते हैं और एक दूसरे को पकड़ लेते हैं। कौन मरने वाला है? हाँ मैं मरने वाला हूँ। तू साले तेरा मजाक ज्यादा नहीं हो रहा है? सांजी शांत हो जाओ, मैं इससे बात करता हूँ। ओए बूढ़े आदमी, हम लोग कहाँ पर हैं और तू कौन है? हाँ मेरा नाम क्रोकस है, 71 सालों का एक नौजवान बुढ़ा और मेरा ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है। जोरो को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। भाई इसे काट दो क्या मैं? है इसका ज्यादा नहीं हो रहा। अब तुम लोग पूछ रहे थे ना कि तुम अभी कहाँ पर हो? हा? तुम लोग अभी एक वेल के पेट के अंदर हो। अबे ओ चुप कर जा, ठीक है ना? हम एक वेल के पेट के अंदर कैसे हो सकते हैं? कुछ भी बोल रहा है तू। ये सुनकर क्रोकस इसे कहता है, अगर तुम्हें यहाँ से बाहर जाना है तो उस दरवाजे से यहाँ से बाहर जा सकते हो। एक सेकंड रुको, इस वेल के पेट के अंदर एक एग्जिट का दरवाजा क्या कर रहा है? हाँ ये बहुत ही अजीब है। उस सब आसमान की तरफ देखता है। ये असली आसमान नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे इसको किसी ने पेंट किया है। तभी पानी के अंदर बहुत तेज लहरें आने लगती हैं और ये देखकर क्रोकस बोलता है, तो ये शुरू हो गया। लबून रेड लाइन पर अपना सर मार रहा है और हम देखते हैं कि ये वेल अपना सर पहाड़
पहाड़ों से टकरा रही होती है और इस सी व्हेल का नाम है लबून। और इस तरफ हम लूफी को देखते हैं। ये बंदा पता नहीं अभी कहाँ पर है, पर ये सेफ है और कहीं पर गिरे जा रहा था। और तभी हम दो बंदों को देखते हैं जो कि बहुत अजीब से लग रहे थे। लड़की का नाम था मिस वेडनेसडे और इस लड़के का नाम था मिस्टर 9। ये दोनों भी इस व्हेल के पेट के अंदर होते हैं और ये दोनों लबून को अंदर से मारना चाहते थे। लबून को शूट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लूफी बहुत तेजी से इनकी तरफ आगे बढ़ रहा था, जिसे देखकर इन दोनों की फट जाती है और इन दोनों से टकरा जाता है और ये दोनों इस व्हेल के पेट वाले पार्ट के अंदर चले जाते हैं। और क्रॉकस एक जगह पर जाकर उस व्हेल को एक बड़ा सा इंजेक्शन लगा देता है, जिसकी वजह से ये व्हेल बिल्कुल शांत हो जाती है। और इस तरफ जोरो लूफी और उन दोनों बंदों को बचा लेता है और लूफी इन दोनों को बांध देता है। और क्रॉकस बताता है ये दोनों इस व्हेल के पीछे बहुत सालों से पड़े हैं। अगर इन्होंने उस व्हेल को मार दिया तो 1-2 सालों तक इन्हें खाने की कोई टेंशन नहीं होगी। लबून इस दुनिया की सबसे बड़ी व्हेल है। इसे आइलैंड व्हेल भी कहा जाता है और ये हमेशा अपना सर रेड लाइन से मारता रहता है। और ऐसा करने के पीछे एक वजह है। लबून एक ऐसी व्हेल है जिसके अंदर इंसानों की तरह एक दिल है और इंतजार कर रहा है अपने उन्हीं पायरेट्स का जिन लोगों ने इससे मिलने का वादा किया था पिछले 50 सालों से। अब इसके बाद हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं। एक दिन क्रॉकस लाइट हाउस के बाहर अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा था और तभी कुछ पायरेट्स यहाँ पर आ जाते हैं और उन्हीं के साथ लबून भी यहाँ पर आई थी। उस वक्त ये व्हेल बहुत छोटी हुआ करती थी और ये पायरेट्स लबून के साथ सफर किया करते थे। लेकिन एक दिन इन पायरेट्स ने इस व्हेल को वेस्ट ब्लू के अंदर छोड़ दिया क्योंकि इन्हें पता था कि ग्रैंड लाइन खतरों से भरा हुआ है। ये सभी पायरेट्स ग्रैंड लाइन की तरफ जा रहे होते हैं। इन पायरेट्स की शिप टूटी हुई थी और ये सभी लोग यहाँ पर कुछ महीनों के लिए रुक जाते हैं और तब तक क्रॉकस, लबून और ये सभी पायरेट्स अच्छे दोस्त बन जाते हैं। हम देखते हैं कि इन पायरेट्स और लबून की दोस्ती बहुत गहरी थी। लेकिन समय गुजरता है और इन पायरेट्स की शिप पूरी तरह से तैयार हो जाती है अपने सफर पर जाने के लिए और इन पायरेट्स का यहाँ से जाने का समय आ जाता है। इनका लीडर क्रॉकस से बात करता है। हे क्रॉकस, क्या तुम प्लीज लबून का ख्याल रख सकते हो 2-3 सालों के लिए? तब तक हम लोग ग्रैंड लाइन से वापस आ जाएंगे। हे लबून, मेरी बात सुनो, हम लोग ग्रैंड लाइन में जा रहे हैं। वहाँ का सफर बहुत मुश्किल है मेरे दोस्त। वो जगह बहुत खतरनाक है और इसीलिए दोस्त हम तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं जा सकते। लेकिन तुम फिक्र मत करो दोस्त, हम बहुत ही जल्द वापस आकर तुमसे मिलेंगे और तब तक तुम अपना ख्याल रखना दोस्त। और ऐसा बोलकर ये सभी पायरेट्स यहाँ से चले जाते हैं। हम बहुत ही जल्द तुम्हें लेने वापस आएंगे, अपना ख्याल रखना। और फाइनली ये सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। इस बात को 50 साल बीत चुके हैं लेकिन आज भी वो लोग वापस नहीं आए। लबून की आंखों में अभी भी उम्मीद की एक किरण है कि वो लोग वापस आएंगे और अभी तक उनके आने का इंतजार कर रही है। क्रॉकस बाहर का गेट खुलता है और ये सभी लोग लबून के पेट से बाहर आ जाते हैं। ये रहा असली का आसमान। और ये सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं कि वो पायरेट्स अभी तक लबून को लेने क्यों नहीं आए। पागल मत बनो, वो लोग मर चुके होंगे अब तक तो। और क्रॉकस कहता है सच्चाई कुछ और है बच्चों, मुझे पता चला था कि वो सभी लोग ग्रैंड लाइन से बाहर आ चुके हैं। अगर वो लोग जिंदा भी हैं तब भी वो लोग दोबारा कभी वापस नहीं आएंगे। उन लोगों के अंदर ग्रैंड लाइन का डर बैठ चुका है। क्या आपने इस बात को कभी लगून को बताने की कोशिश नहीं करी? मैंने इसे बहुत बार समझाने की कोशिश की लेकिन ये मेरी बात को नहीं समझ पाता। इसे आज भी लगता है कि इसके दोस्त इसे लेने आएंगे। रिवर्स माउंटेन के सामने चिल्लाती है इस उम्मीद में कि किसी दिन इसकी आवाज वहाँ पर पहुँचेगी और ये पायरेट्स इसे लेने वापस आएंगे। लूफी बाहर जाता है, लबून के ऊपर कूदता है और शिप का एक टुकड़ा उसकी चोट के अंदर घुसा देता है, जिसकी वजह से लबून की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लबून दर्द से चिल्लाने लगती है। सभी लोग ये देखकर पागल हो जाते हैं। साले लूफी क्या कर रहा है ये तू? तुमने दोबारा ऐसा क्यों किया लूफी? भाई मेंटल केस है लूफी। लबून के मन के अंदर एक बैरियर बन चुका है और उसे लगता है कि शायद जो रेड माउंटेन है ये माउंटेन ही इसके दोस्तों को यहाँ पर आने से रोक रहा है। इसलिए इस रेड लाइन माउंटेन को तोड़ने के लिए अपना सिर उस पर बार बार मारती है और इसकी वजह से इसके सर पर बहुत सारे मार्क्स भी आ चुके हैं। लबून की स्टोरी सुनने के बाद लूफी के मन में लबून के लिए हमदर्दी जग जाती है और लबून के साथ फाइट करने लगता है। स्टार्टिंग में लग रहा होता है कि लूफी पगला गया है, ये इस व्हेल के साथ क्यों लड़ रहा है, पर एंड ऑफ द डे हमें लूफी की इंटेंशंस के बारे में पता चलता है। बैटल के बीच में लूफी अचानक से रुकता है और लबून से कहता है तुम बहुत स्ट्रांग हो और मैं भी। हमारी ये बैटल काफी देर तक चलने वाली है लबून, पर मेरे पास अभी इतना समय नहीं, तुम मेरा इंतजार करना। उन पायरेट्स का तो पता नहीं लेकिन मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगा लबून, और अब से उन पायरेट्स की जगह मैं तुम्हारा राइवल हूँ और अब से तुम मेरे आने का इंतजार करोगे। मेरा इंतजार करना लबून और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं जरूर आऊंगा। और इस तरह से लबून के मन में जो बैरियर था कि इसके पायरेट दोस्त इससे मिलने के लिए आएंगे वो शिफ्ट होकर लूफी के ऊपर आ जाता है। और ये लबून जो कि अपने दोस्तों के आने का इंतजार कर रही थी, जो कि शायद ऑलरेडी मर भी चुके हैं, अब इसका ध्यान लूफी के ऊपर डाइवर्ट हो जाता है और लूफी इसके सर के ऊपर अपना सिंबल भी बना देता है। इस सिंबल को कभी मत मिटाना लबून, ये तुम्हें हमेशा हमारे प्रॉमिस के बारे में याद दिलाएगा। दरअसल लूफी ने ऐसा इसलिए किया ताकि दोबारा से अपना सर रेड लाइन माउंटेन के ऊपर ना मारे। और इसी तरह से लूफी लबून के दोनों बैरियर माइंडसेट्स को हटा देता है। और गाइस ये दोनों नमूने, इन दोनों का आगे के पार्ट्स में बहुत ज्यादा रोल होने वाला है। और रेड लाइन के अंदर कॉमन सेंस काम नहीं करती है और मैग्नेटिक फील्ड के बहुत ज्यादा होने की वजह से कॉम्पास यहाँ पर काम नहीं करता है। और असली डायरेक्शन को देखने के लिए लॉग पोस्ट नाम के एक डिवाइस का यूज किया जाता है। ये डिवाइस ग्रैंड लाइन में नेविगेट करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लॉग पोस्ट कुछ स्पेशल फ्रीक्वेंसीज का यूज करके यूजर को नियरेस्ट आइलैंड की लोकेशन देता रहता है और उस डायरेक्शन में बढ़कर धीरे धीरे आइलैंड्स पे ट्रैवल करके हम ग्रैंड लाइन तक पहुंच सकते हैं। अब इसके बाद मिस वेडनेसडे और मिस्टर 9 इस लॉग पोस्ट डिवाइस को ढूंढ रहे होते हैं, पर ये इन्हें नहीं मिल रही होती और मिस्टर 9 रोना शुरू कर देता है। भाई गुम हो गई। लूफी को लॉग पोस्ट मिल जाता है लेकिन इसे समझ में नहीं आता कि ये क्या चीज है। ये क्या भाई, ये कैसी घड़ी है? मिस्टर 9 एक दूरबीन का यूज करके देखता है कि वो लॉग पोस्ट लूफी के पास है और इस तरफ ये
सांजी एलिफेंट ब्लूफिन टूना को बनाने में लगा होता है। उसॉप शिप को ठीक कर रहा होता है और ये जोरो हमेशा की तरह सो रहा था। भाई कितना आलसी बंदा है यार, ये सोता रहता जब देखो। और नामी बताती है, ये देखो ये कॉम्पास खराब हो चुका है, ये सही डायरेक्शन नहीं दिखा रहा। तुम लोग यहाँ पर मरने के लिए आए हो क्या? क्या तुम्हें पता नहीं ग्रैंड लाइन में कॉम्पास काम नहीं करता है। ग्रैंड लाइन के पहाड़ बहुत ही खतरनाक मैग्नेटिक फील्ड को इमिट करते हैं, जिसकी वजह से एक आम कॉम्पास खराब हो जाता है। तुम्हें ग्रैंड लाइन में सफर करने के लिए लॉग पोस्ट की जरूरत पड़ेगी बच्चों। ये एक खास तरीके का कॉम्पास है जो मैग्नेटिज्म को रिकॉर्ड करता है और बिना लॉग पोस्ट के ग्रैंड लाइन में ट्रेवल करना इम्पॉसिबल है। एक सेकंड, क्या वो ऐसा दिखता है? हाँ यही है लॉग पोस्ट, पर तुम्हारे पास ये कहाँ से आया? एक सेकंड लूफी दिखाना जरा। और लूफी के मुंह पर एक जोरदार पंच मार देती है। तेरे पास ये आया कहाँ से? तुम्हारे पास ये पहले से था ना, हमें बताया क्यों नहीं तूने? कोई भी आइलैंड से शुरू करो, लेकिन अगर तुम्हारे पास लॉग पोज है तो एंड में राफेल आइलैंड पर जाओगे, जो कि ग्रैंड लाइन का आखिरी टापू है। पूरे इतिहास में सिर्फ एक ही आदमी राफेल तक पहुंच पाया है और वो कोई और नहीं, पायरेट किंग गोल्डी रॉजर था। क्या सच में? फिर तो वन पीस वहाँ पर ही होगा। जब पहुंचेगी तो पता चल जाएगा उसॉप। और सांजी देखता है कि इस लूफी ने भुक्कड़ ने पूरी की पूरी टूना फिश खा ली है अकेले ही। सांजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और लूफी को एक किक मार देता है। लूफी उड़ता उड़ता जाता है और उसका हाथ लॉग पोज पर जाकर लगता है, जिसकी वजह से ये लॉग पोज टूट जाता है। नामी को समझ में ही नहीं आता कि आखिर अभी हुआ क्या। इन दोनों को एक जोरदार किक मार देती है और सांजी लात खाने के बावजूद भी नामी से प्यार कर रहा था और इसके दिल विल बने हुए थे। चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपना लॉग पोज दे दूंगा। वैसे भी तुम लोगों ने लबून की बहुत ज्यादा मदद की है, उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। इसके बाद मिस्टर नाइन और मिसेस वेडनेसडे सामने आती हैं और लूफी से पूछते हैं, सर क्या हम आपके साथ विस्की पीस आइलैंड जा सकते हैं? क्योंकि इन दोनों को लग रहा होता है कि इनका लॉग पोज लूफी के पास है। ये दोनों लूफी के सामने बहुत रिक्वेस्ट करते हैं और लूफी मान जाता है। ठीक है, तुम हमारे साथ आ सकते हो। ए लूफी, पागल है क्या? इन पर विश्वास करना ठीक रहेगा? अरे यार चिंता मत करो, सब कुछ सही रहेगा। लूफी क्रॉकस को लॉग पोज देने के लिए शुक्रिया कहता है और लबून को बाय बाय कहकर सभी लोग निकल जाते हैं विस्की पीस आइलैंड की तरफ। सभी लोग वहाँ पर जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और सभी के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल होती है। और इन सभी को जाता हुआ देखकर क्रॉकस अपने मन में सोचता है, क्या ये लोग वही पायरेट्स हैं जिनका इंतजार हम बहुत सालों से कर रहे थे? तुम इसके बारे में क्या सोचते हो रॉजर? अब कुछ दिन बाद लूफी को सामने एक आइलैंड दिखाई देता है और ये आइलैंड कोई और नहीं बल्कि विस्की पीक आइलैंड ही होता है। ये दोनों शिप से कूद जाते हैं और जाते जाते कहते हैं, अगर किस्मत में लिखा हुआ तो दोबारा जरूर मिलेंगे। तो ये लोग तो अब जा चुके हैं, अब विस्की पीक आइलैंड पर जाने की क्या जरूरत है अब? नहीं उसॉप, अगर लॉग पोस्ट के अंदर किसी जगह का रास्ता स्टोर हो जाता है तो हमें कुछ देर तक उस आइलैंड पर रुकना होता है, वरना लॉग पोस्ट दूसरे आइलैंड पर जाने का रास्ता नहीं बताएगा। जैसे जैसे ये शिप आगे बढ़ती है धीरे धीरे सामने लोग दिखाई देने लगते हैं। जोरो और उसॉप तैयार हो जाते हैं लड़ने के लिए, लेकिन जैसे ही फॉग हटती है ये सभी लोग इनके यहाँ पर आने से बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और अपना सांजी भी बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि यहाँ पर इसे बहुत क्यूट क्यूट लड़कियां दिख रही होती है। उसॉप भी इन सभी को अपना फैन समझने लगता है। शुक्रिया, आपका शुक्रिया। इसके बाद सभी लोग शिप से उतर जाते हैं और सामने विस्की पीक का मेयर आता है जिसका नाम था इगारा पोई। तो गाइस इस बंदे का नाम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो इसे हम पोई पोई कहेंगे। और लूफी और इन सभी का वेलकम करता है विस्की पीक आइलैंड पर। आपको यहाँ पर स्वागत है। हमारा आइलैंड म्यूजिक, विस्की और मेहमान नवाजी के लिए बहुत ज्यादा फेमस है और आपके वेलकम के तौर पर हम लोग एक पार्टी अरेंज करने वाले हैं। ये सुनकर लूफी, सांजी और ये उसॉप बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन नामी और जोरो को ये बात हजम नहीं होती है। अब थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है और विस्की पीक आइलैंड पर हर जगह पर पार्टी चल रही थी और उसॉप अपनी झूठी कहानियां सुनाकर कुड़ियों को इम्प्रेस करने में लगा होता है और जोरो बैठा बैठा वाइन पी रहा होता है। नामी वाइन पीने में हिचक रही थी। चिंता मत करो, इन वाइन्स में अल्कोहल नहीं है और यहाँ पर एक कंपटीशन भी रखा जाता है। जो सबसे ज्यादा वाइन की ग्लास पिएगा उसे 1 लाख बेरीज का इनाम दिया जाएगा। पैसे का नाम सुनते ही नामी तैयार हो जाती है इस कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए। और इस तरफ लूफी प्लेट्स पर प्लेट्स खाई जा रहा था। इस कंपटीशन में जोरो सिर्फ 10 ग्लासेस ही पी पाता है। नामी सबसे ज्यादा ग्लासेस पीती है और 12 ग्लास पीकर इस कंपटीशन को जीत जाती है। और अपना ये सांजी भी 20 के करीब लड़कियों के साथ मटर गश्ती कर रहा होता है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये पार्टी बहुत ज्यादा पसंद आ रही होगी। और तभी इसका चेहरा थोड़ा सा डरावना सा हो जाता है, जैसे कि ये सब कुछ इसका कोई प्लान होता है और इसने कोई षड्यंत्र रचा हो। और इस तरफ मिस वेडनेसडे और मिस्टर नाइन को देखते हैं। ये लोग अपने बॉस को एक लेटर लिखते हैं और इस लेटर में बता रहे थे कि ये दोनों उन सभी को विस्की पीक आइलैंड पर पहुंचाने में कामयाब हो चुके हैं, यानी कि ये सब कुछ इन्हीं का एक प्लान था, लूफी और इन सभी को विस्की पीक आइलैंड पर लेकर आने का। और इस तरफ नामी नशे की हालत में पड़ी होती है, जोरो सो रहा होता है और साथ ही साथ उसॉप और लूफी भी और अपना सांजी भी। और इस तरफ मिस्टर नाइन और मिस वेडनेसडे को देखते हैं स्ट्रॉ हेड पायरेट्स का क्या हुआ? और हम देखते हैं कि इनके सामने पोई पोई होता है। मैंने उन्हें सुला दिया है। एक लड़की आती है। भाई 1 मिनट, ये कैसी लड़की है भाई? बॉडी बिल्डर लड़की। ये लड़की जैसे ही अपना कवर हटाती है तो हम देखते हैं कि इसके मस्त एकदम डोले शोले होते हैं, एकदम बॉडी बिल्डर टाइप। पोई पोई लूफी का पोस्टर इन सभी को दिखाता है और सभी लोग देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि लूफी के ऊपर 3 करोड़ का इनाम था। और अब ये सभी लोग लूफी को पकड़ने का डिसाइड करते हैं और इससे पकड़कर गवर्नमेंट को सौंप देंगे। और तभी जोरो इनके सामने आ जाता है। जोरो एक घर के ऊपर बैठा होता है। मुझे तुम सभी पर शुरुआत से ही भरोसा नहीं था और तुम्हें सच में लगता है कि तुम लोग हमें इतनी आसानी से फंसा लोगे? हाँ, जैसा कि मैंने सोचा था। तुम सभी लोग बाउंटी हंटर्स हो और तुम सभी को देखकर लगता है कि तुम बारोक वर्क्स के लिए काम करते हो। पोई पोई ये देखकर हैरान रह जाता है कि इस जोरो को इन सभी के बारे में सब कुछ पता है। पोई पोई ये सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सभी को ऑर्डर देता है जोरो को मारने का। इसे मारो। सभी लोग निशाना लगाते हैं और देखते हैं कि सामने जोरो है ही नहीं, जोरो गायब हो जाता है। और तभी जोरो इन सभी की
बीच में आकर खड़ा हो जाता है। आखिर कहाँ गया ये जोरो, मुझे दिख नहीं रहा। जोरो भी इनके पूरे मजे ले रहा था। इसके बाद ये सभी लोग जोरो पर निशाना लगाते हैं और जैसे ही इस पर शूट करते हैं जोरो यहाँ से दोबारा से गायब हो जाता है, जिसकी वजह से सभी लोग एक दूसरे पर ही निशाना लगा देते हैं और सभी लोग घायल हो जाते हैं। इसके बाद जोरो अपनी तलवार पोई पोई के सामने आकर रख देता है। सभी लोग जोरो पर गन तान कर खड़े होते हैं। बेवकूफो, ऐसा मत करना, ये बुलेट्स मुझे भी लग जाएगी। पोई पोई अपना एक अजीब सा इंस्ट्रूमेंट बाहर निकालता है जिसमें से गोली निकलती है और अपने ही बाउंटी हंटर्स को मार देता है। जोरो साइड में जाकर छिप जाता है और सोचता है लगता है अब समय आ चुका है अपनी नई तलवारों को यूज करने का। तभी जोरो के ऊपर कोई आदमी आकर खड़ा हो जाता है और उसके ऊपर शूट कर देता है, लेकिन जोरो किसी तरह से खुद को बचा लेता है और एक रूम के अंदर जाकर घुस जाता है और सामने पड़ी एक टेबल को एक शील्ड की तरह यूज करके इसके हमले से खुद को बचा लेता है। और जोरो सोचता है लगता है समय आ चुका है इस तलवार को यूज करने का। अपनी तलवार को बाहर निकाल कर सभी लोगों को 2 सेकंड्स के अंदर अंदर मार देता है। पीछे से एक मोटा जोरो पर हमला करता है और जोरो अपनी दूसरी तलवार को निकालता है कुतेत्सु थर्ड को, और जब इसे यूज करता है तो इसके अंदर से एक पर्पल कलर की लाइट निकलती है जिसकी वजह से ये आदमी भी मारा जाता है। ये तलवार बहुत ज्यादा ही शार्प होती है और अपने मालिक के चाहने भर पे ही सामने वाले एनिमी पर खुद ब खुद ही हमला कर देती है। अब इसके बाद एक बच्चा अपनी एक छोटी सी तलवार लेकर जोरो पर हमला कर देता है, पर जोरो उस बच्चे को रोक लेता है। उस बच्चे की मम्मी यहाँ पर आ जाती है और जोरो से माफी मांगने लगती है इस बच्चे की हरकतों के लिए, लेकिन तभी ये एक क्रॉस का साइन बाहर निकालती है। मर्सीफुल लॉर्ड, ब्लाइंडिंग पाउडर। इस क्रॉस के अंदर से अंधा करने वाला एक पाउडर बाहर निकलता है। ये चीप ट्रिक्स सिर्फ नाजुक दिल वालों पर काम करेगी, मेरे जैसे पत्थर दिल पर नहीं। और जोरो उस मदर और उसके बेटे को मार देता है और तभी कुछ और लोग जोरो पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर जिस सीढ़ी से ये लोग चढ़ रहे थे ऊपर जोरो पर हमला करने के लिए, जोरो उस सीढ़ी को ही हिलाने लगता है और ये बंदा बेचारा रो ही गया था। मेरी मदद करो प्लीज। जोरो उस सीढ़ी को गिरा देता है और तभी यही बॉडी बिल्डर दीदी यहाँ पर आ जाती है और इस बंदे का नाम है या बंदे का नाम है मिस मंडे। और मिस मंडे जोरो का गला पकड़ लेती है, जोरो को उठाकर जमीन पर पटक देती है और उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मारती है जिसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि पूरा फ्लोर ही टूट जाता है। लेकिन तभी जोरो उठकर खड़ा हो जाता है। हाँ क्या दिक्कत है तुम्हें मर्दाना औरत, हाँ। और मिस मंडे को बेहोश कर नीचे गिरा देता है। जोरो के सर पर चोट लग जाती है और तभी पोई पोई भी यहाँ पर आ जाता है और इसे लगता है कि नेवी से गलती हो चुकी है। वो वांटेड वाला पोस्टर लूफी के लिए नहीं बल्कि जोरो के लिए होगा, क्योंकि जोरो हद से ज्यादा खतरनाक है। मिस्टर 9 बोलता है शायद तुम्हें ये बात पता होगी, बारक वर्क्स में जितने भी ताकतवर लोग होते हैं उन्हें एक नंबर दिया जाता है और जिसका नंबर जितना ज्यादा छोटा होता है वो उतना ही ज्यादा खतरनाक, और एंड में बॉस आता है जिसका लेवल 0 है और इस पोई पोई का नंबर 8 है। मिस वेनेसडे कारो नाम के एक किसी क्रीचर को बुलाने लगती है जो कि एक डक है। मिस वेनेसडे इसके ऊपर बैठती है और इसे ऑर्डर देती है जल्दी उस आदमी के पास चलो। पर ये डक यहीं पर बैठ जाती है। तुझे बैठने को किसने कहा? हाँ, तभी मिस्टर 9 जोरो पर हमला करने लगता है, लेकिन जोरो इसे बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। मिस वेनेसडे अपने ऊपर एक परफ्यूम छिड़कती है और जोरो को सिड्यूस करने की कोशिश करती है। जोरो पर यह हमला काम करने लगता है। कारो के ऊपर चढ़कर जोरो पर एक और अटैक यूज करने लगती है, लेकिन तभी कारो यहाँ से नीचे गिर जाता है। तभी जोरो के ऊपर मिस्टर 8 हमला कर देता है। मिस्टर 9 आता है और जोरो के हाथों को पकड़ लेता है। मिस वेनेसडे लूफी को लेकर यहाँ पर आ जाती है और लूफी घोड़े बेचकर सो रहा होता है। इसे कोई मतलब नहीं है भाई। अगर तुमने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे दोस्त को मार डालूंगी। मिस्टर 8 जोरो पर हमला करता है, लेकिन तभी जोरो उस चेन को खींचता है और मिस्टर 9 को हवा में उड़ा देता है, जिसकी वजह से पोई पोई की सारी बुलेट्स मिस्टर 9 को जाकर लग जाती हैं। ये देखकर सभी लोग यहाँ से डरकर भागने लगते हैं और तभी 2 जानवर इनके सामने आ जाते हैं जिन्हें ये सभी लोग द अनलकीज कहते हैं। तभी एक जोरदार धमाका होता है। एक लड़का और एक लड़की यहाँ पर आ जाते हैं, जिसमें से इस लड़के का नाम था मिस्टर 5 और इस लड़की का मिस वैलेंटाइन। पोई पोई इनसे मदद मांगता है क्योंकि ये दोनों भी बारक वर्क्स के लिए काम करते हैं, लेकिन ये लोग इसकी हेल्प करने से साफ मना कर देते हैं क्योंकि इन्हें पता चल चुका था कि मिस वेनेसडे कोई आम लड़की नहीं है, अलाबास्ता किंगडम की राजकुमारी है और इसका रियल नेम मिस वीवी है। नामी भी ये सारी बातें सुन रही होती है। पोई पोई उठता है और मिस्टर 5 और मिस वैलेंटाइन पर हमला कर देता है, पर इस हमले से इन्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तभी मिस्टर 5 अपना अटैक यूज करता है, जिसकी वजह से पोई पोई बुरी तरह से घायल हो जाता है। वीवी यहाँ से चली जाओ, अलाबास्ता तुम्हारे बिना अधूरा, जल्दी जाओ। मिस्टर 9 भी आगे आ जाता है। मिस वीवी आप यहाँ से चली जाइए। मिस्टर 5 अपनी नाक में से एक खजाना बाहर निकालता है, उसकी एक बॉल बनाकर मिस्टर 9 के फेस पर मारता है, जिसकी वजह से इसके फेस पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। तभी जोरो भी यहाँ पर आ जाता है और ये देखकर हैरान रह जाता है। पोई पोई इसके पैर पकड़ लेता है। मैंने तुम्हारी काबिलियत को जाना है बच्चे, प्लीज मेरी मदद करो। उन दोनों के पास डेविल फ्रूट की ताकत है और मैं इतना ताकतवर नहीं कि मैं इन्हें रोक सकूं। क्या तुम मिस वीवी को बचा सकते हो? लेकिन जोरो इसे मना कर देता है क्योंकि वही लोग थे जो कि थोड़ी देर पहले इसे अभी मारना चाहते थे। लेकिन तभी नामी यहाँ पर आ जाती है। हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन इसके बदले हमें 1000 करोड़ बेरीज चाहिए। क्यों? 1000 करोड़? मैं इस काबिल नहीं कि मैं तुम्हारे साथ वादा कर सकूं। इस बारे में प्लीज वीवी से बात कीजिए। यार चलो ठीक है, ऐसी बात है तो हम उसे बचाते हैं। जोरो प्रिंसेस वीवी को बचा लो। तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ ये मुसीबत तुमने ली है, जाओ और उसे खुद बचाओ। सारे पैसे खुद रख लेती हो हाँ, और मुसीबत हम झेलें। तभी लूफी भी उठ जाता है और हल्का होने के लिए यहाँ से चला जाता है। भाई इतना फूल क्यों रखा है? ये क्या हो रखा है इसको? कितना ठूस लिया भाई इसने। नामी जोरो को याद दिलाती है। लगता है तुम भूल चुके हो, ये तलवारें मैंने ही तुम्हें दिलवाई हैं। मैंने तुम्हें 1 लाख बेरीज उधार पर दी थी, भूल गए लॉकडाउन में? पर मैंने तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस लौटा दिए थे। लेकिन तुमने मुझसे वादा भी किया था कि तुम 300% के ब्याज के हिसाब से मुझे पैसे वापस करोगे। अब इसके बाद हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं जहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था इन दोनों में। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो 2 लाख बेरीज बची हुई हैं। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी
है जोरो, तुम अपने एक वादे तक को पूरा नहीं कर सकते? हाँ। जोरो को ये बात उसके दिल पर लग जाती है और तैयार हो जाता है प्रिंसेस वीवी को बचाने के लिए। इस तरफ वीवी कारों के साथ यहाँ से भाग रही होती है और लूफी हल्का होने के बाद जब वापस जाता है तो उसकी नजर बाकी सभी लोगों पर पड़ती है। गाँव के सभी लोग घायल पड़े थे और आधे तो मरने की हालत में थे। ये देखकर लूफी हैरान रह जाता है और इस तरफ प्रिंसेस वीवी के सामने मिस मंडे आ जाती है और इसे बचाने के लिए यहाँ से भागने के लिए कहती है, आप यहाँ से चली जाइए, मैंने देखती हूँ वहाँ पर कुछ शिप्स पड़ी हैं, तब तक मैं इन्हें रोकती हूँ। और तभी मिस्टर 5 और मिस वैलेंटाइन भी यहाँ पर आ जाते हैं इनके सामने और बॉडी बिल्डर दीदी तैयार होती है इनके साथ लड़ने के लिए, लेकिन मिस्टर 5 इसे आसानी से हरा देता है और मिस मंडे के ऊपर एक जोरदार ब्लास्ट करता है। मिस वैलेंटाइन अपने डेविल फ्रूट की ताकत का यूज करती है। इसकी ताकत ये है कि अपने वेट को कंट्रोल कर सकती है, 5 किलो, 10 किलो, यहाँ तक कि अपने वेट को 1000 किलो तक भी लेकर जा सकती है। और जैसे जैसे नीचे आ रही थी अपना वेट बढ़ाती जाती है और मिस मंडे के ऊपर 1000 किलो का वार करती है, जिसकी वजह से मिस मंडे की यहीं पर मौत हो जाती है। मिस्टर 5 दोबारा से नाक में उंगली करता है और वीवी पर हमला कर देता है और उसी खजाने का यूज करके एक गोली बनाकर प्रिंसेस वीवी पर हमला कर देता है। लेकिन तभी जोरो यहाँ पर आकर उसके उस माल के 2 टुकड़े कर देता है। जोरो को भी ये बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था। मिस्टर 9 के पास डेविल फ्रूट की ताकत है, ये अपनी बॉडी के किसी भी वेस्ट प्रोडक्ट से ब्लास्ट करवा सकता है। प्रिंसेस वीवी मिस्टर 5 पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी जोरो इसके गले पर तलवार रख के इसे यहीं पर रोक लेता है। ज्यादा उछलो मत, मैं तुम्हारी मदद करने यहाँ पर आया हूँ। और इस तरफ पोई पोई नामी को बारोक वर्क्स के बारे में बताता है। दरअसल बारोक वर्क्स क्रिमिनल्स का एक ग्रुप है जहाँ पर हर तरह के बुरे काम, चाहे वो किडनैपिंग हो, मर्डर हो, असैसिनेशन हो, बाउंटी हंटिंग हो या फिर कुछ भी, यहाँ पर हर बुरे काम किए जाते हैं और ये सब कुछ उनके बॉस की कमांड पर किया जाता है। बारोक वर्क्स सिर्फ एक ही नक्शे पर काम करती है। हम अपनी एक दुनिया बनाना चाहते हैं जो कि हमारे असूलों के हिसाब से काम करेगी। मेरे बॉस का कोड नेम जीरो है। और इस तरफ जोरो के सामने ये दोनों नमूने खड़े होते हैं और तभी लूफी यहाँ पर आ जाता है और कहता है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तूने जो किया तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। लूफी जोरो पर गुस्सा हो जाता है क्योंकि जोरो ने उन सभी लोगों को मार दिया जिन लोगों ने लूफी की अच्छे से खातिरदारी की थी। मरते मरते वो सभी लोग तुम्हारा ही नाम ले रहे थे जोरो। क्या बके जा रहे हो, पहले मेरी बात तो सुन लो। वो सब के सब बाउंटी हंटर, लेकिन लूफी जोरो की एक नहीं सुनता है और जोरो के ऊपर एक के बाद एक लगातार जानलेवा हमले करना शुरू कर देता है। और तभी जोरो लूफी को एक लात मारता है और लूफी इन दोनों नमूनों के साथ एक रूम के अंदर चला जाता है। मिस्टर 5 को गुस्सा आता है और इसके ऊपर एक ब्लास्ट कर देता है, लेकिन जैसे ही धूल लड़ती है तो हम देखते हैं कि लूफी मिस्टर 5 को पकड़ कर लेकर आ रहा था और उस धमाके की वजह से लूफी की सारी गैस निकल जाती है और लूफी दोबारा से पतला हो जाता है। लेकिन लूफी अभी भी जोरो पर गुस्सा कर रहा था और जोरो भी अब सीरियस हो जाता है और लूफी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। भाई क्यों लड़ रहे हैं दोनों आपस में? और इसकी पहली मूव ओनिगिरी होती है। ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। तेरी जुबान बहुत ज्यादा चलने लगी है जोरो, मेरे हाथ भी बहुत ज्यादा चलते हैं। मेरी पावर्स को मत भूलो, मुझे याद रखने की जरूरत भी नहीं है। मारा जाएगा जोरो, तो अपनी सोच, इतना गरूर ठीक नहीं है जोरो। सर पर कफन बांधने वाले मौत से कभी नहीं डरा करते। और फाइनली इन दोनों के बीच में खतरनाक लड़ाई होनी शुरू हो जाती है और तब ये दोनों पीछे से आते हैं और जोरो पर हमला करने जा ही रहे होते हैं। तभी जोरो और लूफी साथ में कहते हैं, हमें परेशान करना बंद करो। और जोरो और लूफी एक ही मूव में इन दोनों को खत्म कर देते हैं। ये देखकर कारो और प्रिंसेस वीवी बुरी तरह से डर जाते हैं क्योंकि मिस्टर 5 को हराना कोई आम बात नहीं थी। और फाइनली लूफी और जोरो तैयार हो जाते हैं अपनी आखिरी मूव परफॉर्म करने के लिए। दोनों अपने हाथों में जान भर लेते हैं और एक दूसरे पर पंच मारने ही वाले होते हैं कि तभी नामी यहाँ पर आ जाती है और इन्हें एक जोरदार मुक्का मार देती है। सालो ये क्या कर रहे हो यहाँ पे हैं? और जोरो वर्सेस लूफी की फाइट में विनर है नामी। तभी लूफी हंसने लगता है अरे यार जोरो, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हाँ, तूने मुझे मौका ही कब दिया? हाँ, साले लड़ने लग गया मेरे से सीधा। नामी प्रिंसेस वीवी से कहती है, तो वीवी हमने तुम्हें बचा लिया, अब इसके बदले हमें 1000 करोड़ बेरीज चाहिए। तुम्हारा शुक्रिया, मुझे बचाने के लिए तुमने मेरी मदद की है, लेकिन इतनी बड़ी रकम मैं नहीं दे सकती। एक मिनट, तुम तो अरबास्ता की प्रिंसेस हो ना, तो तुम्हारे लिए तो 1 बिलियन कुछ भी नहीं है। एक सेकंड, तुम्हें अलाबास्ता किंगडम के बारे में पता है? हाँ, वो जगह बहुत अच्छी हुआ करती थी। क्या मतलब है तुम्हारा करती थी से? अलाबास्ता अब एक वॉर के बीच में है, वहाँ के लोग विद्रोह करना शुरू कर चुके हैं। बारोक वर्क्स यही लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। इनका बॉस किसी आइडियल नेशन के बारे में बात करता है पर उसका असली मकसद अलाबास्ता किंगडम पर राज करना है। भले ही तुम लोग कितने ही ज्यादा ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन बॉस के सामने तुम कुछ नहीं। वो समुद्र के 7 वॉरलॉर्ड्स में से एक हुआ करते थे, उनका नाम था क्रोकोडाइल। ये सुनकर शांति हो जाती है और इसे रियलाइज होता है कि इस लड़की ने अपने बॉस का असली नाम रिवील कर दिया है जो कि है क्रोकोडाइल। और अभी सभी लोग मुसीबत में आ चुके हैं और हम देखते हैं कि अनलकीज भी इस बात को सुन चुके थे और ये दोनों चले जाते हैं इस बात को बॉस तक पहुंचाने के लिए। नामी वीवी पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और जोरो और लूफी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। एक वॉरलॉर्ड जोरो, हम बहुत ही जल्द क्रोकोडाइल से मिलने वाले हो यार। क्रोकोडाइल पहले 7 वॉरलॉर्ड्स में से एक था, यानी कि वो मीहॉक जितना ताकतवर होगा। नामी यहाँ से जाने लगती है और तभी अनलकी इसके सामने आता है और इस टेडी बियर ने इन तीनों की पिक्चर बना ली है, यानी कि इनके बॉस को अब इनके चेहरे भी पता चल चुके हैं और ये दोनों फाइनली यहाँ से चले जाते हैं। नामी बेचारी डिप्रेशन में चली जाती है, लेकिन तभी पोई पोई यहाँ पर आ जाता है और ये कैसे कपड़े हैं भाई? क्या ये? इस बंदे ने वीवी की तरह कपड़े पहने हुए थे। इसके पास एक प्लान था। प्रिंसेस वीवी, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। मैं वीवी के रूप में यहाँ से बाहर जाऊंगा और जितने भी लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं वो सभी मेरे पीछे आ जाएंगे, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है और इसी दौरान लूफी आपको अलाबास्ता किंगडम लेकर जा सकता है। मिस्टर पोई पोई, क्या क्रोकोडाइल सही में इतना ज्यादा खतरनाक है क्या? हाँ, वो 7 वॉरलॉर्ड्स में से एक है। ये वॉरलॉर्ड्स गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, इसी वजह से उन पर कोई इनाम नहीं लगाया जाता। लेकिन जब वो बंदा एक आम पायलट था तो उसके ऊपर 8 करोड़ का इनाम था। नामी की आंखों से ये बात सुनकर आंसू निकल जाते हैं। क्या 8 करोड़? ये तो आर्लोंग की बाउंटी से भी 4 गुना ज्यादा है। वो
बच्चे, क्या तुम प्रिंसेस विवी को अलाबास्टर किंगडम पहुंचा दोगे? हाँ, ये मजेदार लगता है, मैं ये कर सकता हूँ। और अब पोई पोई का यहाँ से जाने का समय हो चुका है। पोई पोई विवी से इटर्नल पोज मांगता है। क्या ये इटर्नल पोज क्या होता है भाई? क्या तुमने इसके बारे में पहले कभी सुना नहीं? जिस तरह से लॉग पोज का यूज करके एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड की तरफ जाया जाता है, वैसे ही इटर्नल पोज एक जगह का रास्ता हमेशा के लिए स्टोर रखता है। तुम इसे एक परमानेंट लॉग पोज समझ सकती हो बच्ची। और इसी के साथ विवी और 11 पोई एक दूसरे को बाय कहकर यहाँ से चले जाते हैं। पोई पोई अपनी शिप के साथ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी सामने हम बहुत सारे हाथ देखते हैं और तभी पोई पोई की पूरी शिप ब्लास्ट कर जाती है और इसी के साथ पोई पोई भी मारा जाता है। सभी लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं। वो बहुत अच्छा आदमी था। नामी की लॉग पोस्ट के अंदर अगले आइलैंड पर जाने का रास्ता स्टोर हो जाता है और सभी लोग यहाँ से जाने के लिए तैयार थे, पर विवी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। विवी अपने लिप्स को बाइट कर रही थी, इतना जोर से बाइट करती है कि उसके लिप से खून आने लगता है। नामी इसे हक करती है और दिलासा देती है, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम तुम्हें अलाबास्ता लेकर जाएंगे विवी। मुझे अपने दोस्तों पर पूरा विश्वास है। और इनके सामने वो 7 वॉर लॉर्ड भी कुछ नहीं है। सभी लोग उस शिप के ऊपर चढ़ जाते हैं और विस्की पीक आइलैंड से निकल जाते हैं, लेकिन सांजी और उसॉप गुस्सा करते हैं। अरे भाई, इतनी जल्दी क्या है जाने की? एक रात और रुकते हैं यहाँ पर। कितना बढ़िया टाउन है ये, और यहाँ की लड़कियां भी कितनी क्यूट हैं। और नामी इन्हें अपने तरीके से समझा देती है और ये सभी लोग विस्की पीक आइलैंड से निकल जाते हैं। नामी और लूफी सामने की तरफ देख रहे थे और तभी इन्हें एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। हमें ध्यान रखना होगा, वरना वो शिप किसी पत्थर से टकरा जाएगी। और जैसे ही ये लोग पीछे मुड़ते हैं तो एक अनजान लड़की इनकी शिप के ऊपर बैठी होती है। उसे देखकर विवी गुस्से में कहती है, तूने ही ईगर हमको मारा है ना? ए, तू है कौन और हमारी शिप के ऊपर क्या कर रही है? हाँ? इस लड़की का नाम मिस ऑल संडे होता है और ये इकलौती थी जिसे पता था कि इनका बॉस कौन है, यानी कि क्रोकोडाइल कैसा दिखता है और कहाँ पर रहता है। उसॉप, नामी और सांजी सभी लोग तैयार थे इस पर हमला करने के लिए, लेकिन किसी को भी बिना हाथ लगाए सभी को उड़ा देती है। इसके पास भी डेविल फ्रूट की ताकत होती है। ये लड़की लूफी की टोपी पकड़ लेती है, जिसकी वजह से लूफी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अरे ओ, मेरी टोपी दे वापस। तुम लोग प्रिंसेस विवी को अपने साथ लेकर जा रहे हो? हाँ, इसके पीछे पूरा बारॉक वर्क्स पड़ा हुआ है और उससे भी बुरी बात है कि तुम्हारा लॉग पोज लिटिल गार्डन की तरफ इशारा कर रहा है। वो विवी को अलाबास्ता का इटर्नल पोज पकड़ा देती है। इसका यूज करके तुम लिटिल गार्डन को स्किप कर सकते हो, तुम्हें वहाँ पर जाना नहीं पड़ेगा और डायरेक्ट अलाबास्ता जा सकते हो। लेकिन लूफी सामने आता है, मैं ये चीज तो जैसे से नहीं ले सकता, और ऐसा बोलकर लूफी इटर्नल पोज को तोड़ देता है। वो अलग बात है कि ये नामी लूफी को ही तोड़ देती है उसके बाद। अगर किस्मत में लिखा हुआ तो दोबारा फिर से मुलाकात होगी। और इस शिप से कूद जाती है अपने एक टर्टल के ऊपर जो कि बहुत ज्यादा बड़ा था और अब इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता है। प्रिंसेस विवी को अलाबास्ता पहुंचाने के लिए सभी लोग निकल चुके हैं लिटिल गार्डन की तरफ। शिप में सांजी एक बकेट लेकर आता है और सबसे पूछता है, इसमें पड़े हुए कीड़े को किसने खाया है? बिल्कुल सच बताना। और लूफी एक बचे हुए कीड़े को खा रहा होता है। हाँ, कितना स्वादिष्ट है ये, मजा आ गया भाई। उसॉप ये देखकर हैरान हो जाता है कि लूफी कीड़े कैसे खा सकता है भाई, क्या ये बंदा? और इसकी आंखें बाहर आ जाती हैं। तो अब उन मछलियों को कैसे पकड़ूंगा मैं? हाँ, लूफी कारों की तरफ उंगली करते हुए कहता है, ये कब काम आएगा भाई? और ये सभी लोग कारों के पीछे पड़ जाते हैं। अरे यार, बस भी करो अब। विवी ये सोचकर हैरान थी कि लूफी जैसे एक बंदे के ऊपर 3 करोड़ का इनाम है। चाहे लूफी कैसा भी हो, पर इसने बहुत सारे खतरनाक विलेंस को मारा है, जैसे आर्लोंग, डॉन क्रीक और कैप्टन कूरो। लगता है तुम किसी को भूल रहे हो ना, में एक्समैन मॉर्गन को भी। लूफी को मॉर्गन के बारे में सुनकर अपने एक दोस्त जिसका नाम कोबी है, जिसे कि हमने इस सीरीज के पहले पार्ट में देखा था, उसकी याद आती है। पता नहीं इस वक्त वो कहाँ पर होगा। और तभी हम नेवी की एक शिप को देखते हैं जहाँ पर हर तरफ फूल बरस रहे थे। सामने एक आदमी खड़ा था जो कि कोई और नहीं बल्कि कोबी ही होता है। और अब ये बंदा नेवी का एक बहुत बड़ा ऑफिसर बन चुका है और इसके मन में लूफी के लिए अभी भी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है और सोचता है, अगर मैं लूफी से नहीं मिला होता तो शायद मैं आज इस मुकाम पर नहीं होता। और तभी सामने से बहुत बड़ी लहरें उठती हैं और कैप्टन मॉर्गन सामने आता है। उसे देखकर कोबी बुरी तरह से डर जाता है, लेकिन तभी एक बहुत बड़ा लूफी सामने आता है और कैप्टन मॉर्गन को घुमा घुमा कर हवा में उड़ा देता है। एक और बार लूफी भैया ने मेरी जान बचा ली, लेकिन तभी कोबी का ये सपना टूट जाता है। हाँ भाई, ये सारा कुछ एक सपना था और इसकी नींद खुल जाती है। और असलियत में ये कोबी अभी भी नेवी के लिए बस साफ सफाई का ही काम कर रहा होता है। यहाँ तक कि कैप्टन मॉर्गन का बेटा जिसका नाम हेलमेट पुसन था, ये बंदा भी एक स्वीपर की जॉब कर रहा होता है। ये दोनों बिल्डिंग की छत के ऊपर जाते हैं और ये बंदा सोच रहा होता है, कितनी बकवास लाइफ है। वो भी क्या टाइम था जब मैं अपनी ऐशो आराम की जिंदगी जिया करता था। सभी लोग मेरे आगे झुके रहा करते थे। सब कुछ उस स्ट्रॉ हेड की वजह से हुआ है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, ना वो मेरे पापा को मारता और ना मुझे ऐसी मुश्किल जिंदगी जीनी पड़ती। ये सब उसी की गलती है। लूफी भैया को दोष देना कोई अच्छी बात नहीं है। ये सब कुछ तुम्हारे पापा की गलती है। और वैसे भी कब तक अपने पापा की कैश पर ऐश करते रहोगे? हाँ, मेरा एक सपना है, एक बहुत बड़ा नेवी का ऑफिसर बनना और इस दुनिया से सभी बुरे लोगों को खत्म कर देना। तो अपने आप को समझता क्या है? हाँ, एक नेवी ऑफिसर बनना आसान बात है क्या? मुझे पता है ये मुश्किल है, लेकिन मैंने भी लूफी भैया की तरह अपना मन बना लिया है। अगर मैं इस सफर में मर भी गया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या फालतू की बातें हैं? वो लूफी किसी काम का नहीं। कोबी लूफी की इंसल्ट सहन नहीं कर पाता और ये दोनों फाइट करने लगते हैं। लड़ते लड़ते ये दोनों छत से नीचे गिर जाते हैं। नीचे एक तोप थी जिसके ऊपर ये दोनों लैंड करते हैं, जिसकी वजह से ये तोप भी चल जाती है और सामने खड़ी एक बिल्डिंग एक पल में ही तबाह हो जाती है। लूफी और हेलमैप उसी लड़की के घर पर होते हैं जिसको कि हमने सीरीज के पहले पार्ट में देखा था। वही छोटी सी बच्ची को भी ये सारी बातें अपने घर में बता रहा होता है। ये लड़की सामने एक न्यूज़पेपर लेकर आती है जिसमें ये बताया जाता है कि लूफी नाम का एक पायरेट कैप्टन स्मोकर से बचकर निकल चुका है और उसके ऊपर 3 करोड़ की बाउंटी भी है और लूफी जा चुका है ग्रैंड लाइन की तरफ। ये सुनकर को भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि लूफी अपने सपने की तरफ आगे बढ़ता जा रहा था। इसके बाद हम एक नेवी की शिप को देखते हैं जहाँ पर कैप्टन मॉर्गन को लेने के लिए नेवी का एक बहुत बड़ा ऑफिसर आने वाला है और ये बंदा वाइस एडमिरल की पोस्ट पर है और ग्रैंड लाइन के हर एक कोने कोने से वाकिफ है। कोबी और हेलमैप अपना काम करने के लिए नीचे चले जाते हैं। हेलमैप कहता है, मुझे पता है मेरे पापा ने बहुत बुरे काम किए हैं, लेकिन सच कहूँ तो उनके लिए मेरे मन में बहुत ज्यादा इज्जत है। वो मेरे रोल मॉडल थे। ओए कोबी, तुझे क्या लगता है, क्या वो मेरे पापा को मार देंगे? वो कैसे भी आदमी थे
लेकिन थे तो मेरे पापा ही। और ऐसा बोलकर ये बंदा रोना शुरू कर देता है। इसके बाद वही वाइस एडमिरल गार्प यहाँ पर आ जाता है। ये बंदा शिप में उतरता तो है, लेकिन शिप में उतरते ही ये बंदा सो जाता है। कैप्टन मॉर्गन यहाँ पर आ जाता है और जब वो देखता है कि गार्प सो रहा है तो उसे ये एक बहुत बड़ी इंसल्ट लगती है और उसे अपनी कुल्हाड़ी से मार देता है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और इससे पहले कि नेवी वाले कुछ कर पाते, कैप्टन मॉर्गन अपने बेटे के गले के ऊपर कुल्हाड़ी रख देता है। अगर तुम लोग सामने आए तो मैं इसे मार दूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये मेरा बेटा है, मुझे जिस चीज से मतलब है वो है मेरी आजादी। और हेलमैप को लेकर एक छोटी सी बोट में निकल जाता है। गार्प के साथ आया दूसरा आदमी उसके ऊपर कैनन फायर करने के लिए कहता है, लेकिन कोबी उस तोप के सामने आ जाता है। तोप मत चलाइए, वहाँ मेरा एक दोस्त भी है। अगर तुम सामने से नहीं हटे तो हम तुम्हें भी मार देंगे। ठीक है, मैं नहीं हटने वाला, मैं अपने दोस्त को ऐसे नहीं छोड़ सकता, प्लीज शूट मत कीजिए, मैं जाता हूँ उसे बचाने। और ऐसा बोलकर कोबी शिप से कूद जाता है और तैरते हुए कैप्टन मॉर्गन की शिप के पास पहुंच जाता है। मीनवाइल गार्प अपनी नींद से उठ जाता है और सामने पड़ी तोप को तोड़ देता है। तभी एक नेवी का बंदा कहता है, गार्प सर अब ठीक है, मुझे तो लगा था कि हम मर गए। गार्प अभी भी नींद में होता है और कहता है, मर गया? कौन मर गया? जब मैं सो गया तो किसी पर हमला हुआ था क्या? अपना सर थोड़ा सा नीचे करता है और देखता है कि उसे चोट लगी हुई है। अच्छा, मेरी बात कर रहे थे क्या? हाँ, सभी लोग यही सोच रहे होते हैं कि इसे दर्द नहीं होता क्या बंदे को। इस तरफ कैप्टन मॉर्गन कोबी को मारने के लिए आगे बढ़ता है पर गार्प ये सब कुछ डोनट खाते हुए देख रहा था। कैप्टन मॉर्गन कहता है, इतने कमजोर हो तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और इन दोनों को मारने के बजाय समुद्र के अंदर फेंक देता है। तुम लोगों को मारना मेरे लिए इंसल्ट की बात है। और यहाँ से जाने लगता है बोट लेकर। हेलमॉप कहता है, आज मैं आपको जाने देता हूँ, लेकिन जिस दिन मैं आपसे ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगा तो मैं आपको पकड़ने के लिए जरूर आऊंगा पिताजी। मॉर्गन इसकी बातों पर रिएक्ट नहीं करता और यहाँ से चला जाता है। और ये दोनों दोबारा से नेवी के शिप के ऊपर आ जाते हैं। ये दोनों गार्प से माफी मांगते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं कैप्टन मॉर्गन इन्हीं की वजह से भाग पाया यहाँ से। गार्प कहता है, हाँ तुम लोगों ने गलती तो की है पर मैं तुम्हारी बहादुरी देखकर खुश हुआ बच्चों। तुम दोनों को यहाँ नहीं नेवी के हेडक्वार्टर्स में होना चाहिए। हमें तुम्हारे ही जैसे बहादुर लोगों की जरूरत है। और गार्प इन दोनों को लेकर यहाँ से चला जाता है ग्रैंड लाइन की तरफ, क्योंकि नेवी का हेडक्वार्टर ग्रैंड लाइन में ही बसा हुआ है। इस तरफ हम लूफी को देखते हैं जहाँ पर न्यूज़पेपर देने एक पक्षी आया हुआ था। नामी न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है। पीछे से लूफी आता है और इसकी नजर न्यूज़पेपर पर जाती है। अरे जोरो ये देख। और हम देखते हैं कि न्यूज़पेपर के अंदर कोबी और हेलमॉप के बारे में लिखा हुआ था। जोरो भी इसे पहचान जाता है। अरे ये तो कोबी है। कोबी, ये तो वही है ना जिसके बारे में तुम बात क्या करते थे लूफी? रुको मैं पढ़कर बताती हूँ इसमें क्या लिखा है। दो बहादुर लड़कों को वाइस एडमिरल गार्प अपने साथ नेवी के हेडक्वार्टर यानी कि ग्रैंड लाइन में लेकर जा चुके हैं। लूफी इस न्यूज को सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। कोबी भी अपने सपने की तरफ आगे बढ़ रहा है। इस तरफ हम नेवी के हेडक्वार्टर में देखते हैं जहाँ पर सैकड़ों के हिसाब से शिप्स खड़ी होती हैं। ये नेवी का हेडक्वार्टर ग्रैंड लाइन के अंदर बसा हुआ है और जब कोबी और हेलमॉप यहाँ पर पहुँचते हैं तो इनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। ये दोनों एक कोने में जाकर बैठ जाते हैं। अरे कोबी, क्या हुआ भाई? तुझे नहीं लगता हम यहाँ पर आकर फंस चुके हैं? हाँ, हमें शायद से अगले साल कोशिश करनी चाहिए। वैसे भी अगर हम लोग चले भी गए तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी कोबी इसे खींचकर अंदर की तरफ लेकर जाता है। आखिर तुम सोच कर रहे हो? हाँ, तुम्हें तो अपने पापा को सरपास करना था ना? हाँ, मैंने कहा तो था, लेकिन अगर मैं वैसे ही ट्रेनिंग करने लगा तो मैं एक ही दिन में मारा जाऊंगा। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अगर तुमने किसी चीज को करने का मन बना लिया है और अगर उसे पाते पाते तुम मर भी जाते हो तो तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि तुम्हें खुश होना चाहिए। यही बात एक बार लूफी ने भी की थी। तभी गार्प यहाँ पर आ जाता है और दोनों को एक एक पंच मारता है। तुम दोनों की जगह पर कोई भी आ जाएगा। अगर तुम लोगों को यहाँ से भागना है तो भाग सकते हो, हमें तुम्हारी रत्ती भर भी जरूरत नहीं है। और ऐसा बोलकर गार्प यहाँ से जाने लगता है। हम यहाँ से नहीं भागने वाले सर, हम लोग कुछ भी करने को तैयार हैं। प्लीज आप बस हमें ऑर्डर दीजिए। कुछ भी करने को तैयार हो? हाँ, तुमने यही कहा ना, तुम सच में यहाँ पर मरने के लिए आए हो लगता है। और यहाँ से जाने लगता है और अपने एक ऑफिसर को इन पर नजर रखने के लिए कहता है और ये दोनों अपने काम पर लग जाते हैं। ये बुढ़ा खुद को समझता क्या है। तभी गार्प यहाँ पर आ जाता है और इसकी आंखें चमक रही होती हैं क्योंकि इस बंदे ने इसकी बात को सुन लिया था और इन दोनों के सर के ऊपर दोबारा से एक पंच मारता है और इनके सिर के ऊपर एक बॉल उग जाती है। अब थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और ये दोनों अपने रूम में सोने की तैयारी कर रहे थे। मैं तंग आ चुका हूँ ऐसी जिंदगी से, यहाँ से भाग भी नहीं सकता और कुछ कर भी नहीं सकता। अब मेरे पास एक ही चारा बचा है, अपनी ऐशो आराम वाली जिंदगी को वापस लेकर आने का। मुझे नेवी का कोई इंपॉर्टेंट आदमी बनना पड़ेगा। इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं। सिर्फ नौकर वाले काम करके मैं एक बड़ा नेवी ऑफिसर कभी नहीं बन पाऊंगा, इसलिए मैं ट्रेनिंग करने जा रहा हूँ। अब से मैं दिन में काम करूंगा और रात को ट्रेनिंग करूंगा। अगर ऐसा करता रहा तो एक दिन जरूर बहुत स्ट्रांग बन जाऊंगा। अगर तुम ऐसा करते रहे तो तुम्हारी बॉडी तुम्हारा साथ नहीं देगी और बिना आराम के तुम मारे जाओगे। अगर तुमने किसी चीज को पाने का निश्चय कर लिया है तो अगर उसके लिए मर भी जाते हो तो तुम्हें उसके लिए कोई अफसोस नहीं होगा। यही कहा था ना तुमने कोबी। कोबी हेलमॉप को ऐसे देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम लोग ये कर पाएंगे या नहीं, लेकिन हमें ये करना है तो करना ही है। मैं भी तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करने जाऊंगा। ये हुई ना बात। चलो देखते हैं सबसे पहले कौन अपनी हिम्मत को हारता है। और ये दोनों ट्रेनिंग करने के लिए चले जाते हैं। ये दोनों सुबह अपना काम करते हैं और रात में ट्रेनिंग करते हैं और अब ये इनका एक रूटीन बन चुका था। इसके बाद हम नेवी वाले बंदों को देखते हैं जो कि वॉल पर लगे कुछ पोस्टर्स को देख रहे होते हैं और इनका ध्यान लूफी वाले पोस्टर पर जाता है। ये लोग जैसे ही पकड़े जाएंगे इन्हें मार दिया जाएगा। कोबी भी ये सारी बातें बाहर बैठकर सुन रहा होता है। भले ही लूफी पर इनाम लगा हो, लेकिन वो बुरे आदमी नहीं है, वो मेरे दोस्त हैं। अपनी आवाज को धीरे रख, अगर किसी ने सुन लिया तो तुझे मार दिया जाएगा। और तभी हम देखते हैं कि गार्प यहीं पर होता है। तुम लोगों की बातें काफी दिलचस्प हैं, मुझे दोबारा से सुनना है। कौन है तुम्हारा दोस्त? हाँ, तुम दोनों मेरे साथ चलो। और कोबी और हेलमॉप को एक जगह पर लेकर जाता है। तुम लोगों ने अभी कहा कि तुम लूफी के दोस्त हो। मुझे हेलमॉप के बारे में नहीं पता, लेकिन लूफी और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं सर। इस जगह पर गार्प का एक साथी भी होता है। मुझे लगता है तुम
लोगों को पता होगा हम लोग तुम्हारे जैसे गद्दारों को यहाँ पर नहीं रख सकते, लेकिन अच्छी बात ये है कि ये बात सिर्फ मुझे ही पता है। क्या तुम सच में चाहते हो कि तुम नेवी के ऑफिसर्स बनो? तो बातें बनाना बंद करो और मुझे दिखाओ तुम लोग कितने काबिल हो एक नेवी के ऑफिसर बनने के लिए। कोबी और हेलमॉप अपने कपड़े निकाल लेते हैं और गार्प से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये दोनों इसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन गार्प इन्हें एक के बाद एक पंचिस मारकर बेहोश कर देता है। ये दोनों बुरी तरह से घायल हो जाते हैं और गार्प यहाँ से जाने लगता है, लेकिन कोबी और हेलमॉप अभी भी हार नहीं मानते हैं। दोनों उठते हुए कहते हैं, हमने डिसाइड कर लिया है, हम नेवी के ऑफिसर्स बनकर ही रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। ये दोनों दोबारा से खड़े हो जाते हैं और गार्प की तरफ आगे बढ़ते हैं और गार्प इन पर जोर जोर से हंसने लगता है और कोबी और हेलमॉप फाइनली गार्प को एक पंच मारने में कामयाब हो जाते हैं। गार्प कहता है, मुझे पता है तुम लोग ताकतवर बनने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो बच्चों, पर मुझे शक था कि तुम मानसिक रूप से इसके लिए तैयार हो या नहीं, इसलिए मैंने तुम्हें आजमाना चाहा। और जाते जाते कहता है, अब से तुम दोनों की ट्रेनिंग मैं करवाऊंगा। ये सुनकर ये दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और गार्प को सल्यूट करते हैं। यस सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ इनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। गार्प का ये साथी ट्रेनिंग में इनकी हेल्प करता है। अब लूफी और उसके दोस्त निकल चुके हैं लिटिल गार्डन की तरफ। सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और सांजी लंच करने के लिए जूस लेकर आता है। सभी लोग बैठकर जूस पी रहे होते हैं, लेकिन इस कारो को समझ में नहीं आ रहा था कि जूस कैसे पीते हैं और सांजी इसकी हेल्प करता है और कारो एक ही सिप में पूरी ग्लास को खत्म कर देता है। नामी लॉग पोस्ट के अंदर लिटिल गार्डन का रास्ता देख रही होती है। लूफी, शिप को मोड़ने की जरूरत है। ओके मिस नामी, और उसे शिप को घुमाने लगता है। सभी लोगों के चेहरे पर एक्साइटमेंट साफ साफ नजर आ रही थी और तभी सामने इन सभी को एक आइलैंड दिखाई देता है। नामी अपने लॉग पोस्ट में चेक करती है। हाँ, ये लिटिल गार्डन ही है। इसके बाद हम एक अजीब से आइलैंड को देखते हैं जहाँ पर पेड़ों के ऊपर बिल्डिंग्स बने हुए थे और इसके अंदर बैठकर एक आदमी चाय पी रहा होता है और पीछे से एक लड़की इसे पुकारती है। मिस्टर 3। ऐसी जगह पर मेरा नाम मत लिया करो, सभी को पता चल जाएगा कि मैं ही मिस्टर 3 हूँ। वो अलग बात है कि इस बंदे के सर के ऊपर ही 3 लिखा हुआ था। ये कैसी चोटी है भाई, 3 बना हुआ है। हाँ बोलो, क्या बात है? ये लड़की इसे इसके बॉस का एक लेटर दिखाती है और उसमें लिखा होता है मिस्टर 5 मारा जा चुका है, काश उसकी जगह मिस्टर 2 मारा जाता। मिस्टर 5 मर चुका है। हाँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसे अपने ऊपर बहुत ज्यादा घमंड था, लेकिन कुछ भी हो, जिन लोगों ने उसे मारा उन्हें बताना ही पड़ेगा। आर्क वर्क से पंगे लेने का अंजाम क्या होता है। उन लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। और इस तरफ हम लूफी की शिप को देखते हैं और ये सभी लोग लिटिल गार्डन पहुंच चुके हैं। जोरो और लूफी बहुत ज्यादा एक्साइटेड लग रहे होते हैं, लेकिन उसॉप की फट रही होती है क्योंकि ये आइलैंड बहुत ज्यादा खतरनाक है। मुझे उन सबकी चिंता हो रही है जो मिस ऑल संडे कह रही थी, तुम लोग लिटिल गार्डन में ज्यादा देर नहीं टिक पाओगे और तुम सभी मारे जाओगे। अरे यार, हम यहाँ से जा नहीं सकते क्या? नहीं, उसॉप यहाँ पर रुकना जरूरी है, वरना अगले आइलैंड पर जाने का रास्ता नहीं पता चलेगा। Hey guys, ये सामने तो देखो जरा। सामने एक रास्ता होता है जहाँ से शिप अंदर की तरफ जा सकती थी और ये सभी लोग अंदर जाने लगते हैं। जंगल के अंदर से अजीब आवाजें आ रही होती हैं और नामी ये सुनकर बहुत ज्यादा डर रही थी। डरती हुई कितनी प्यारी लगती हो ना। अच्छा, तो तुम्हारा मतलब मुझसे है सांजी, है ना? शुक्रिया शुक्रिया। अबे ओ गवार आदमी, मैं नामी की बात कर रहा था। सांजी के पीछे एक बर्ड आती है। सांजी इसके हमले से बच जाता है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि इतना बड़ा पक्षी कैसे हो सकता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर एक टाइगर होता है। ये टाइगर इस शिप को देखता है और उस शिप के साथ साथ चलने लगता है, दहाड़ता है और नामी और उसॉप बुरी तरह से डर जाते हैं। पर तभी अचानक से ये शेर मिस्टीरियस तरीके से मर जाता है। इस आइलैंड पर कोई भी चीज ठीक से नहीं घट रही थी और लूफी इस आइलैंड पर घूमने का डिसाइड कर लेता है। उसॉप रोते रोते सोच रहा होता है, ये पागल तो नहीं हो गया? लगता है इसका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ लूफी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आ जाओ आ जाओ, तुम हमारे साथ आ सकती हो। अरे लूफी का तो समझ आता है, पर तुम्हारे लिए ये जगह बहुत खतरनाक है वीवी। अरे चिंता की कोई बात नहीं है, मेरे साथ कारो भी जा रहा है। कारो ये बात सुनकर बुरी तरह से डर जाता है। लूफी सांजी को लंच पैक करने के लिए बोलता है। सांजी, क्या तुम कारो के लिए सुब्बे वाला वो जूस बना सकते हो फिर से प्लीज? हाँ जरूर, ये काम मुझ पर छोड़ दो। और अंदर जाकर टिफिन तैयार कर लेता है। लूफी के बैग में लंच रख देता है और कारो के गले में जूस की बोतल टांग देता है। और अब लूफी, प्रिंसेस वीवी और कारो इस आइलैंड पर घूमने के लिए निकल चुके हैं। जोरो भी ये आलसी अपनी नींद से उठ चुका है। मैं बहुत बोर हो चुका हूँ, मैं जरा टहल कर आता हूँ। और इस शिप से कूद कर जाने लगता है। सांजी इसे रोकता है और कहता है, जोरो, शिप के अंदर खाना खत्म हो चुका है, अगर तुझे कुछ खाने को मिलता है तो यहाँ पर लेकर आ जाइए, समझा? हाँ ठीक है, समझ गया। मैं इतना बड़ा जानवर लेकर आऊंगा जिसे तू अपनी पूरी जिंदगी तक में नहीं पकड़ पाएगा। तूने कहा तू एक बहुत बड़ा शिकार पकड़ेगा। हाँ। और सांजी और जोरो एक दूसरे को घूरने लगते हैं और गुस्से की नजरों से देखने लगते हैं। इन दोनों में एक कंपटीशन शुरू हो जाता है कि इन दोनों में से कौन सबसे बड़ा जानवर लेकर आएगा और एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शंस में जाने लगते हैं। नामी और उसॉप सोच रहे होते हैं, अरे यार इनकी दिक्कत क्या है? इस तरफ हम लूफी, कारो और वीवी को देखते हैं और ये सभी देखते हैं कि इस आइलैंड के ऊपर डायनासोर होते हैं। एक डायनासोर! इसका मतलब है कि हम लोग एक प्राचीन आइलैंड पर हैं। इस आइलैंड का समय रुक चुका है, हम डायनासोर वाली सदी में हैं। हर एक आइलैंड की अपनी एक खूबी है, यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी आइलैंड हैं जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है और शायद इसीलिए यहाँ पर डायनासोर अभी भी हैं। खैर लूफी ज्यादा नहीं सुनता और अपने हाथ स्ट्रेच करके डायनासोर के गले पर चला जाता है। इस तरफ हम सांजी को देखते हैं जिसके सामने भी एक डायनासोर आ चुका है। उसकी तरफ भागता है और एक ही किक से उसे खत्म कर देता है। और इस तरफ जोरो के सामने 3 सींग वाला राइनो होता है। तुम्हारे पास भी 3 तलवारें हैं, मुकाबला बिल्कुल बराबरी का होने वाला है। और जोरो इसे एक ही झटके में मार देता है। सामने जंगल की जमीन हिल रही होती है और बहुत अजीब आवाजें आ रही होती हैं और हम एक क्रीचर को देखते हैं जिसके बहुत बड़े पैर होते हैं और इसका शरीर बहुत ज्यादा बड़ा होता है। और एक क्रीचर गोइंग मैरी की तरफ आ रहा है और नामी और उसॉप उस क्रीचर को देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। दोनों को अपनी मौत अपने सामने दिखाई देती है और हम देखते हैं कि अजीब सा क्रीचर एक जायंट है और नामी और उसॉप से पूछता है, तुम्हारे पास दारू
लड्डू है क्या? नहीं सर जी, हमारे पास नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए लेकर आती हूँ अभी। उसकी दहाड़ सुनकर नामी और उसॉप का रोना निकल जाता है, पर ये जायंट इन पर गुस्सा नहीं करता है, बल्कि एक डायनासोर इस जायंट को काट रहा होता है और ये जायंट इस डायनासोर का गला काट लेता है। मेरा नाम है ब्रॉगी, एल्बाफ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट योद्धा। ये देखकर नामी और उसॉप और भी ज्यादा रोने लगते हैं। भाई फाउंटेन आ रहे हैं इनकी आंखों में से। क्योंकि मेरे पास मीट भी है, आ जाओ मैं तुम्हें पार्टी देता हूँ। नामी और उसॉप मरने की एक्टिंग करने लगते हैं, पर ब्रॉगी को समझ में नहीं आता कि आखिर इन्हें हो क्या गया भाई। इस तरफ लूफी डायनासोर के ऊपर खेले जा रहा था और मजे करते हुए एक डायनासोर से दूसरे डायनासोर पर जंप करता जा रहा था। डायनासोर की गर्दन को एक स्लाइड की तरह यूज करके खेल रहा होता है, पर ऐसे ही खेलते खेलते एक डायनासोर के ऊपर लैंड करता है, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक था। ये डायनासोर लूफी को हवा में उछालता है और लूफी को खा लेता है। तभी सामने से कोई आता है और उस डायनासोर की गर्दन को काट देता है। लूफी आराम से बाहर निकल जाता है। तभी सामने से एक हाथ आता है और उस हाथ के ऊपर लूफी लैंड करता है। ये हाथ दूसरे एक जायंट का था। मैं तुम्हें कब से देख रहा था, आखिर तुझ जैसा एक इंसान यहाँ पर कर क्या रहा है? हाँ? अरे सर जी, आप तो बहुत बड़े हो, क्या आप इंसान हो? मैं और इंसान? मैं हूँ डोरी, एल्बाफ का एक महान योद्धा। और मैं हूँ लूफी, एक पायरेट। तुम एक पायरेट हो? हाँ, बहुत खूब, चलो मेरे घर चलते हैं। इस तरफ हम ब्रॉगी को देखते हैं, जो कि डायनासोर का मीट बना रहा था और नामी और उसॉप बेहोश होने की एक्टिंग कर रहे थे। यहाँ पर बहुत सारे इंसानों की खोपड़ियाँ पड़ी होती हैं और उसॉप को लगता है कि ये ब्रॉगी सभी को मार देता है जो भी इस आइलैंड पर आता है। उसॉप, हम अपनी मौत का इंतजार नहीं कर सकते, हमें कुछ करना होगा। हाँ चलो यहाँ से भाग चलते हैं, भागो। और नामी और उसॉप यहाँ से भागने लगते हैं और तभी इनके सामने एक शेर आ जाता है और इन दोनों के पीछे पड़ जाता है। ये तीनों भागते भागते एक कोने में जाते हैं जहाँ पर एक डायनासोर था। तो अब ये शेर, नामी और उसॉप ये तीनों डायनासोर से बचकर भागने लगते हैं और तभी इन सभी के सामने ब्रॉगी आ जाता है, जिसे देख ये डायनासोर यहाँ से गायब हो जाता है। अब नामी और उसॉप को सच में उनकी मौत सामने नजर आ रही थी। लगता है हमारी किस्मत ही खराब है नामी, अब हमें कोई नहीं बचा सकता। तो तुम लोग जग चुके हो? हाँ, मैंने तुम्हारे लिए मीट तैयार किया है, तुमने मुझे शराब दी, इसलिए आज से तुम लोग मेरे दोस्त हो। नामी और उसॉप को अपनी जगह पर लेकर जाता है और उस मीट के पीस को नामी और उसॉप के सामने रख देता है। शुक्रिया, पर मुझे भूख नहीं है। शर्माओ मत, खाओ खाओ। हा 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 हा। नहीं सर, हमें नहीं खाना है। अरे ये बहुत टेस्टी है, मेरी बात मानो। लगता है ये हमें खा पिलाकर सांड जैसा करना चाहता है, बिल्कुल बलि के बकरे की तरह। उसके बाद हमें मार देगा। ब्रॉगी सर जी, इस आइलैंड पर लॉग पोज स्टोर होने में कितना समय लगता है? ज्यादा नहीं, बस 1 साल। नामी और उसॉप उम्मीदें हारते जा रहे थे। इन्हें 1 साल यहाँ पर रुकना पड़ेगा भाई, कैसे सरवाइव करेंगे ये लोग। और इस तरफ लूफी और डोरी दोनों एक दूसरे का मीट खा रहे थे। यानी कि लूफी वो मीट खा रहा था जो कि डोरी ने बनाया है और डोरी वो मीट खा रहा था जो कि सांजी ने बनाया था। डोरी को ये मीट बहुत ज्यादा पसंद आता है ना? स्वादिष्ट है ना? ये मेरे एक स्पेशल कुक ने बनाया है और अगर तुमने गलती से भी कहा कि उसने गंदा बनाया है तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, समझे ना? क्यों कहा तुमने? अरे यार, ये लूफी कहीं पे भी कुछ भी बोल देता है, ये मरवाएगा हमें। खैर डोरी को ये बात बुरी नहीं लगती है और उसे एक मजाक की तरह लेता है। वैसे तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो बूढ़े आदमी? यहाँ पर एक गांव है जिसका नाम है एल्बाफ और ये एक योद्धाओं का विलेज है। अगर गांव के किसी 2 आदमियों के बीच में लड़ाई होती है तो दोनों में से कोई भी पीछे नहीं हट सकता। उस लड़ाई का फैसला एल्बाफ के देवता करते हैं और ऐसे ही मैंने एक के साथ पंगे ले लिए हैं और उसके साथ मैं पिछले 100 सालों से लड़ रहा हूँ। इस तरफ हम सांजी और जोरो को देखते हैं जो कि अपने अपने शिकार को पकड़कर एक दूसरे के सामने प्रेजेंट करते हैं। दोनों एक साथ कहते हैं, मैं जीता, मैं जीत गया, तू हारा है। ये दोनों अपने शिकारों का साइज कंपेयर करते हैं और सांजी वाले का साइज थोड़ा सा ज्यादा बड़ा होता है। मेरे वाले में ज्यादा मीट होगा, समझा ना? तो तू नहीं, मैं जीता हूँ। बात खाने वाले मीट की हुई थी और तेरे वाले में तो 5 ग्राम से ज्यादा मीट है ही नहीं है। ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये दोनों दोबारा से शिकार करने जाएंगे और तभी यहाँ पर एक ज्वालामुखी फट जाता है और इस तरफ डोरी कहता है, मुझे अब जाना होगा। ये बंदा बहुत ज्यादा सीरियस लग रहा होता है और इस तरफ ब्रॉगी भी तैयार था जाने के लिए। आखिर तुम जा कहाँ रहे हो? ये एक सिग्नल है, मुझे अपनी लड़ाई लड़ने के लिए जाना होगा। किसके साथ भाई? कौन सी लड़ाई और क्यों? वजह? हाँ, वजह तो मैं भूल चुका हूँ। इस तरफ डोरी कहता है, अब तो ये हमारी आदत हो चुकी है। एक सेकंड, तुम पिछले 100 सालों से एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे हो, वो भी बिना किसी मतलब के। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन लूफी इसका मुंह बंद कर देता है। चुप रहो वीवी, ये ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। ये हमारे सम्मान के लिए है। इसके बाद ब्रॉगी और डोरी के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और जब इनकी स्वर्ड्स आपस में लड़ती हैं तो चारों तरफ एक सोनिक वेव जनरेट होती है। इस तरफ हम एक घर को देखते हैं जहाँ पर एक डायनासोर आता है और उस घर को अपने दांतों से काटने की कोशिश करता है, लेकिन इसके दांत ही टूट जाते हैं। और तभी हम मिस्टर 5 और मिस वैलेंटाइन को देखते हैं। ये दोनों बंदे मरे नहीं हैं और अभी भी जिंदा हैं। मिस वैलेंटाइन अपने डेविल फ्रूट की पावर का यूज करके इस डायनासोर को आसानी से हरा देती है। ये दोनों जब उस घर के अंदर जाते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर मिस्टर 3 भी होता है और साथ ही साथ वही छोटी बच्ची भी। मिस्टर 5 कहता है, ए बिडू, मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ, ये मिशन अभी भी हमारा है और अगली बार हमें कोई नहीं हरा पाएगा। मिस्टर 3 कहता है, ये देखो इन दोनों को, इन दोनों पर लगे इनाम को भी देखो। और बिडू, ये तो वही है जायंट वॉरियर पायरेट्स जिनके ऊपर 100 साल पहले
इनाम लगा था। और मजे की बात तो ये है कि दोनों के ऊपर 100 मिलियन का इनाम लगा है। इस तरफ ब्रॉगी और डॉरी अपनी फाइट कर रहे थे। लूफी और प्रिंसेस वीवी इस फाइट को ध्यान से देख रहे होते हैं। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर जानलेवा हमले किए जा रहे थे। ब्रॉगी अपनी तलवार से डॉरी के सिर पर मारता है और अगर इस बंदे के पास अभी हेलमेट नहीं होता तो ये यहीं पर मारा जाता और दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। उस भी ये फाइट देख रहा होता है। उस यही सही मौका है, हम यहाँ से भाग लेना चाहिए। लेकिन इस फाइट को देखने के बाद उस एक कदम तक आगे नहीं बढ़ाता है। उस ये देखकर बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और उन्हीं की तरफ बनना चाहता है। और तभी हम देखते हैं कि मिस वैलेंटाइन अपनी डेविल फ्रूट की पावर का यूज करके आसपास पर नजर रख रही थी। ब्रॉगी का हथियार आसमान में उड़ता है और जैसे ही जमीन पर गिरता है तो दोनों एक दूसरे के फेस के ऊपर पंच मारते हैं और दोनों गिर जाते हैं। यानी कि इस बार भी इन दोनों में से कोई नहीं जीता। ये दोनों 73,466 बार लड़ चुके हैं आपस में, लेकिन इन 100 सालों में कोई भी नहीं जीता। और इतनी खतरनाक फाइट करने के बाद भी ये दोनों हंसने लगते हैं। भले ही ये दोनों एक दूसरे के साथ लड़ते हो, लेकिन दोनों आपस में अच्छे दोस्त भी हैं। ब्रॉगी डॉरी को ऑफर करता है और खुशी खुशी डॉरी भी उसे ले लेता है। डॉरी लूफी के पास जाता है और इसके हाथ में ब्रॉगी की दी हुई शर्त होती है। अच्छा, तो ब्रॉगी के मेहमान तुम्हारे दोस्त हैं। मैंने भी उस लंबी नाक वाले को देखा और उसके साथ एक औरत भी थी। जी वो हमारे ही दोस्त हैं। पर सर क्या सच में यहाँ पर लॉग पोस्ट स्टोर होने के लिए 1 साल लगता है? क्या तुमने इतने सारे इंसानों की खोपड़ी नहीं देखी? जो भी लोग इस आइलैंड पर आए लॉग पोस्ट के स्टोर होने से पहले ही मारे गए। कुछ को डायनासोर्स ने खा लिया और कुछ लोग अपनी जिंदगी से हार मान लिए। कुछ लोगों ने हम पर हमला करने के बारे में सोचा, लेकिन हमसे लड़ते हुए मारे गए। अरे यार 1 साल, तब तक तो मैं बोर हो जाऊंगा। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है क्या बूढ़े आदमी? हाँ, एक तरीका है। तुम लोग रैंडमली किसी भी दिशा में निकल सकते हो। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो तुम लोग अराबास्ता पहुंच जाओगे। और इस तरफ हम उस को देखते हैं। सर मैं आपसे बहुत ज्यादा इंप्रेस हो चुका हूँ। मुझे भी आपकी तरह एक बहादुर योद्धा बना है ताकि शान से जी पाऊँ। तुम इंसानों की उम्र हमसे बहुत कम होती है। अगर हम एल्बाफ के योद्धा बिना अपनी शान को खोए एक योद्धा की तरह शान से मरते हैं तो इससे अच्छी बात हमारे लिए कुछ नहीं है। हमारे लिए हमारी शान ही हमारा खजाना है। तो आपकी शान ही आपका खजाना है। हाँ, ये कितना कूल है। और ब्रॉगी को अपना मास्टर मान लेता है। इस तरफ ब्रॉगी उस शराब को पीने के बाद जब वो अल्कोहल उसके गले में जाती है तो फट जाता है, जिसकी वजह से डॉरी जख्मी हो जाता है। बूढ़े आदमी, लगता है ब्रॉगी ने ये सब कुछ किया है लूफी। और तभी ब्रॉगी खड़ा हो जाता है और बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। ये तुम लोगों ने किया ना। हम एल्बाफ के बहादुर योद्धा हैं। वो ऐसी घटिया चालें कभी नहीं चल सकता। और इस आइलैंड पर अभी तुम्हारे अलावा यहाँ पर है कौन? हाँ, लूफी चलो यहाँ से चलते हैं। लेकिन लूफी जाने से मना कर देता है और डॉरी से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। डॉरी अपनी तलवार को कंधे पर रखता है और लूफी पर हमला कर देता है। लूफी उससे बचकर उसकी तलवार के ऊपर चलने लगता है और कूद के उसके ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन तभी डॉरी इसे जमीन पर फेंक देता है। लूफी अपने हाथों को बड़ा करके एक पेड़ को पकड़ता है और घूम के दोबारा से डॉरी की तरफ जाने लगता है। कम कम रॉकेट! बहुत स्पीड से डॉरी से टकरा जाता है, जिसकी वजह से डॉरी के खून निकलना शुरू हो जाता है और नीचे गिरने लगता है। लेकिन कैसे भी खुद को संभाल के जब लूफी हवा में होता है तो उसे जमीन पर कुचल देता है। लेकिन डॉरी बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि लूफी को कुछ नहीं होता है, क्योंकि लूफी के पास डेविल फ्रूट की ताकत है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। नामी और उसॉप ऐसा कभी नहीं कर सकते। इसके पीछे पक्का किसी और का हाथ है। इस आइलैंड पर कोई और भी है। और लूफी का ये सोचना बिल्कुल सही था। ये घटिया चाल मिस्टर 3 की होती है। इसके काम करने का तरीका ही यही है। ये घिनौने से घिनौने क्राइम्स को अपनी चीप ट्रिक्स का यूज करके एग्जीक्यूट करता है। ज्वालामुखी दोबारा फटता है और इस ज्वालामुखी का फटना एक सिग्नल होता है ब्रॉगी और डॉरी की फाइट का। लेकिन डॉरी जमीन पर पड़ा होता है और उठ नहीं पाता। लेकिन इस तरफ ब्रॉगी तैयार था लड़ने के लिए। लेकिन इतना ज्यादा घायल होने के बावजूद डॉरी लड़ने के लिए खड़े होने की कोशिश करता है। नहीं, आप ऐसे नहीं जा सकते डॉरी। और कैसे भी करके खड़ा हो जाता है और सामने पड़े एक बहुत बड़े पत्थर को लूफी के ऊपर रख देता है ताकि लूफी इसे रोक ना पाए। मुझे मत रोको। इस लड़ाई को शुरू हुए 100 साल हो चुके हैं। मैं इस लड़ाई से भाग नहीं सकता। अगर मैं भाग गया तो मैं खुद को एक योद्धा नहीं कह पाऊंगा। मैं खुद से नजरें नहीं मिला पाऊंगा। मुझे माफ करना, मैंने तुम पर शक किया। शायद ये हेल्पाफ के देवता की मर्जी है। ये फालतू की बातें करना बंद करो। तुम्हारी इस फाइट को किसी तीसरे ने खराब किया है। और क्या तुम सच में चाहते हो कि ये लड़ाई किसी तीसरे की वजह से खराब हो जाए? हाँ, तुम चुप हो जाओ। इसके बाद ब्रॉगी और डॉरी एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। हाँ, तो शराब कैसी लगी भाई? बिल्कुल मस्त, जैसे कि ये शराब एल्बाफ के देवता ने दी हो। ये दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। तुम कमजोर लग रहे हो। क्या तुमने आराम नहीं किया? कमजोर और मैं, ये तुम्हारे मन का वहम होगा। इन दोनों की शील्ड्स आपस में लड़ती हैं। दोनों एक दूसरे पर एक के बाद एक जानलेवा हमले किए जा रहे थे। लेकिन डॉरी अच्छे से लड़ नहीं पा रहा था। इस तरफ हम कारो को देखते हैं और आराम से बैठकर जंगल में जूस पी रहा था। लेकिन तभी मिस्टर 5 और मिस वैलेंटाइन यहाँ पर आ जाते हैं। ये देखकर कारो बुरी तरह से डर जाता है। कारो यहाँ से भागने लगता है। और इस तरफ हम जोरो को देखते हैं, जिसने एक बहुत बड़े राइनो का शिकार किया है पर जंगल में खो जाता है। और तभी इसे यहाँ पर नामी दिखती है और उसके पास जाने लगता है। और इस तरफ हम असली वाली नामी को देखते हैं। नामी के साथ उसब भी होता है और इन दोनों के पीछे एक डायनासोर पड़ा हुआ है। नामी को लूफी नजर आता है और जैसे ही उसके पास जाने लगती है तो जोर से चिल्लाती है। नामी की आवाज सुनकर उसब भी वहीं पर रुक जाता है और उसे लगता है कि नामी को डायनासोर ने खा लिया है। और डरा डरा लूफी को खोजने लगता है। उसब एक पत्थर से टकराता है और रेंगते रेंगते लूफी के पास आ जाता है। लूफी, एक बुरी खबर है। लगता है नामी को डायनासोर खा गए। क्या? सच्ची? क्या तुमने उस डायनासोर को नामी को खाते हुए देखा? इससे क्या फर्क पड़ता है? डायनासोर नहीं तो किसी दूसरे जानवर ने उसे खा लिया है। नामी बहुत जोर से चिल्लाई थी। मुझे लगता है इसके पीछे बारक्स वर्क का
काम है। वो पक्का नामी को पकड़ना चाहते थे, इसलिए उस पर हमला किया। और मुझे लगता है कि उस बॉम्ब के पीछे भी बारक वर्क्स का ही काम है। उस सबको समझ में नहीं आता कि लोग किस बम की बात कर रहे थे और वीवी इसे सारी बातें बताती है। क्या वो शराब का बैरल उसके गले में फट गया? ब्रॉगी और डॉरी की फाइट अब खत्म होने ही वाली थी और हम देखते हैं कि मिस्टर 3 भी यहाँ पर होता है और डॉरी के पैरों के नीचे कोई अजीब सी चीज होती है जिसके ऊपर वो फिसल जाता है। ब्रॉगी डॉरी को गिरता हुआ देखकर उस पर हमला कर देता है और ब्रॉगी इस फाइट को जीत जाता है। काफी लंबी लड़ाई थी ये। 73,466 ड्रॉज के बाद आखिरकार ब्रॉगी इस फाइट को जीत जाता है। डॉरी की आंखें बंद हो जाती हैं और जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर लूफी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपना सर जमीन पर मारने लगता है। ये किसने किया? तब है तो सामने आओ। इसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। ब्रॉगी डॉरी की बॉडी के सामने खड़ा था। इसकी आंखों में आंसू थे। 73,467 फाइट्स और एक जीत, मैं जीत गया। और तभी ब्रॉगी को पीछे से हंसने की आवाज आती है और जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो मिस्टर 3 यहाँ पर बैठा हुआ था। तुम अपनी जीत को लेकर काफी खुश लग रहे हो। खैर ये तो होना ही था। ये खुशी के आंसू हैं। तुम हमारे बारे में जानते ही क्या हो। ब्रॉगी अपनी जीत को लेकर बहुत खुश होता है लेकिन एक तरफ दुखी भी था क्योंकि इसने अपने दोस्त को खो दिया है। लेकिन इससे भी बुरी बात यह है कि मिस्टर 3 ने अपनी डेविल फ्रूट की पावर का यूज करके ब्रॉगी के पैरों को वैक्स के अंदर फंसा दिया है। इस तरफ हम लूफी को देखते हैं और इसके सामने मिस वैलेंटाइन और मिस्टर 5 यहाँ पर आ जाते हैं। मिस्टर 5 ने कारो को पकड़ा हुआ था और उसे फेंक देता है। वीवी कारो के पास जाती है। कारो ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? इस बतख से तो हमें मतलब भी नहीं था। हमने इससे सिर्फ पूछा कि स्ट्रॉ हेडमैन कहाँ पर मिलेगा, लेकिन ये बहुत जिद्दी था। ये बार बार हमें बताने से मना कर रहा था और जैसा कि तुम लोग देख सकते हो हमने इससे बहुत प्यार से पूछताछ की थी। अगर लूफी की आवाज अभी नहीं आती तो शायद इस बतख को हम लोग मार चुके होते हैं। उस सबको ये सारी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा होता है और मिस्टर 5 के ऊपर हमला कर देता है पर उस धमाके से मिस्टर 5 को कुछ नहीं होता। नोज फैंसी कैनन। और मिस्टर 5 अपने नाक से खजाना निकालकर उस सॉप पर हमला करता है और उस सॉप बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। वीवी भी उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन मिस्टर 5 के सामने नहीं टिक पाती। मिस्टर 5 इसका गला पकड़ के इसे हवा में उठा देता है। तुम्हें नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी तुम्हें नहीं मारने वाला। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रॉगी नीचे जमीन पर गिर जाता है और इस तरफ मिस वैलेंटाइन ने प्रिंसेस वीवी को पकड़ लिया है और लूफी की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और इसकी ये हालत मिस्टर 5 ने की है। तुम जैसे बच्चे को बारक वर्क से पंगा नहीं लेना चाहिए। यहाँ तक कि हमने तुम्हारे उस तलवारबाज दोस्त को भी पकड़ लिया है। तुमने जोरो को पकड़ लिया? तो फिर तो तुम्हें अपनी फिक्र करनी चाहिए। बहुत बड़ी बातें करते हो तुम लड़के। तुम मेरे हमले से बच कैसे गए? तुम मुझे ऐसी घटिया चालों से नहीं हरा सकते। और उसके जूते पर थूक देता है लूफी। मिस्टर 5 को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और लूफी पर लाते मारने लगता है। उसकी हर एक किक के साथ एक धमाका हो रहा था जिसकी वजह से लूफी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। मिस्टर 5 लूफी को छोड़कर प्रिंसेस वीवी को लेकर यहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं कि ब्रॉगी नीचे जमीन पर पड़ा हुआ है और मिस्टर 3 उस पर हंसे जा रहा है। भले ही तुम जायंट्स का साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है लेकिन फिर भी तुम मेरे सामने कुछ नहीं। वैसे भी तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम्हारी सालों की लड़ाई का विजेता तुम ही बने हो, भले ही वो जीत किसी की मदद से ही क्यों न मिली हो। क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? ये सुनकर ब्रॉगी समझ जाता है कि आखिर क्यों डॉरी इतनी आसानी से इससे हार गया। ये सब कुछ मिस्टर 3 की ही चाल थी। उस अल्कोहल के बैरल को एक्सप्लोड करवाया था और इस तरफ मिस वैलेंटाइन वीवी को पकड़कर मिस्टर 3 के पास लेकर जाती है और मिस्टर 3 अपनी डेविल फ्रूट की पावर का यूज करके वीवी के पैरों को बांध देता है और मिस्टर 5 को ऑर्डर देता है। अब सिर्फ 2 बचे हैं मिस्टर 5। उस तलवारबाज और उस लड़की को यहाँ पर लेकर आओ। आखिरकार डॉरी की शराब में बॉम्ब डालने का आइडिया काम कर ही गया। ये सुनकर ब्रॉगी को रियलाइज होता है कि उसी ने वो शराब डॉरी को दी थी और यहाँ तक जब उसने पूछा था कि शराब कैसी लगी तब डॉरी ने कहा बहुत ही बढ़िया, मानो एल्बाफ के देवता ने भेजी हो। और ब्रॉगी को रियलाइज हो जाता है कि डॉरी हद से ज्यादा जख्मी था जब वो इसके साथ लड़ने के लिए आया था और ब्रॉगी ने गलती से उस धमाके वाली शराब को डॉरी को दिया था और ये सब कुछ मिस्टर 3 की ही एक चाल थी। इसके बाद मिस्टर 3 एक अजीब सा डांस करने लगता है और इसकी बॉडी से बहुत सारी वैक्स बाहर निकलती है। मिस्टर 3 ने जो डेविल फ्रूट खाया है उसका नाम वैक्स फ्रूट है और इसका यूज करके अपनी बॉडी को वैक्स का बना सकता है और अपनी बॉडी से अनलिमिटेड अमाउंट में वैक्स बाहर निकाल सकता है। एक स्ट्रक्चर बना लेता है। ये एक बहुत बड़ी सी मोमबत्ती थी जिसके ऊपर आग लगी हुई थी और मिस्टर 5 जोरो और नामी को यहाँ पर लेकर आ जाता है। ये देखकर मिस्टर 3 खुश होता है और कहता है मेरी सर्विस सेट पे तुम्हारा स्वागत है। और इसके बाद जोरो, नामी और वीवी को उस मोमबत्ती के ऊपर रख देता है। यहाँ की वैक्स बहुत ज्यादा टाइट थी, कोई भी अपने पैर को नहीं हिला पा रहा था। जोरो अपनी तलवार से उसे काटने की कोशिश करता है पर जोरो भी अपनी तलवार से इसे नहीं काट पाता और तभी वैक्स की बारिश होने लगती है। मिस्टर 3 का प्लान था कि ये इन सभी को मोम का पुतला बना देगा। नामी ब्रॉगी से कहती है ब्रॉगी सान आप कुछ करते क्यों नहीं? वो कुछ कर भी नहीं पाएगा। उसे अभी अभी पता चलता है कि वो दोस्त जिससे वो 100 सालों से भी ज्यादा लड़ रहा था वो मेरी वजह से मर चुका है। उसने अपने एक जख्मी दोस्त को मारा है। शायद ये अभी रो रहा होगा क्योंकि अगर ये चाहता तो अपने दोस्त को बचा सकता था। बेचारा। मुझे पता था जब ब्रॉगी ने मुझ पर पहला हमला किया मुझे पता चल चुका था कि डॉरी मुझसे कुछ छिपा रहा है। चल झूठे, अगर तुझे पता था तो उसे मरने क्यों दिया? हाँ, थोड़ी दया करके उससे बचा भी तो सकता था। तुझ जैसा एक कायर नहीं समझ सकता। डॉरी इतनी चोट खाने के बाद भी मुझसे लड़ने आया। उसे पता था कि अगर वो मुझसे लड़ने आया तो वो जरूर मारा जाएगा, लेकिन फिर भी उसने एक योद्धा की तरह अपनी पीठ नहीं दिखाई। और तू चाहता है कि मैं एक ऐसे योद्धा पर दया दिखाऊं? एक योद्धा जो कि इस हद तक चला जाए, उससे किसी की दया की जरूरत नहीं है। और मैं अपने इन दोनों हाथों से तुझे
तुझे मार कर डारी का बदला लूंगा। और खड़ा हो जाता है। ब्रॉगी को ऐसा देखकर मिस्टर 3 बुरी तरह से डर जाता है, पर तभी ब्रॉगी पर हमले होने शुरू हो जाते हैं और ये हमला कोई और नहीं मिस्टर 5 ही कर रहा था। ब्रॉगी नीचे जमीन पर गिर जाता है। इस तरफ हम लूफी को देखते हैं। लूफी और उसॉप की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उसॉप क्या मुझे माफ कर देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। लूफी उस पत्थर के नीचे दबा हुआ था, लेकिन तभी कारो यहाँ पर आता है और अपनी चोंच का यूज करके लूफी के लिए एक खड्डा बनाने लगता है। इन सब से कारो भी बहुत ज्यादा परेशान था। कारो, क्या तू ठीक है? चल फिर साथ में मिलकर बदला लिया जाए। इस तरफ मिस्टर 3 समझ चुका था कि ब्रॉगी को पकड़ना इतना आसान नहीं है, इसलिए अपना एक खतरनाक अटैक यूज करता है। वैक्स आर्ट्स, हैंडकफ्स। अपनी बॉडी से और भी ज्यादा वैक्स निकालनी शुरू कर देता है और उसका यूज करके ब्रॉगी को फिर से पकड़ लेता है। अपनी वैक्स को हवा में फेंकता है और उसकी कीलें बनाकर ब्रॉगी के हाथ और पैरों में धंसा देता है। ब्रॉगी दर्द के मारे चिल्लाने लगता है, लेकिन मिस्टर 3 अभी भी हंसे जा रहा था। क्या बढ़िया नजारा है। ब्रॉगी सोच रहा होता है, 100 सालों से हम लोग लड़ते जा रहे थे ताकि एल्बाब की शान कम ना हो। क्यों? आखिर ऐसा क्यों हुआ? एल्बाब के देवता, अगर आपको हमारी जान लेनी ही थी तो हमें लड़ाई के बीच में ही मार देते, पर मेरे दोस्त डारी के साथ ऐसा क्यों हुआ? ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है। क्या नजारा है, मजा ही आ गया। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना ज्यादा ब्रूटल और निर्दयी आदमी भी एग्जिस्ट कर सकता है इस दुनिया में। ओए बूढ़े आदमी, क्या अब भी तुझ में जान बची हुई है? अगर हाँ तो चल इन्हें इनकी औकात दिखाते हैं। जोरो अपनी तलवार बाहर निकाल लेता है और अपने पैरों को काटने लगता है, क्योंकि इस वैक्स से बाहर निकलने का सिर्फ यही एक रास्ता होता है इन लोगों को निपटाने के लिए। मुझे अपने पैरों की भी जरूरत नहीं है, और वैसे भी मैं इतनी आसानी से मरने वाला नहीं हूँ। कम से कम ऐसे इस अजीब बालों वाला से तो बिल्कुल भी नहीं। जोरो के इस पागलपन को देखकर ब्रॉगी भी मोटिवेट हो जाता है और लड़ने के लिए दोबारा से हिम्मत इकट्ठी करता है। किसी को भी विश्वास नहीं होता कि जोरो सच में अपने पैर काटने वाला है। ये लोग सिर्फ बातें करना चाहते हैं। लेकिन तभी जोरो अपनी तलवार उठाता है और अपने पैरों की तरफ मार देता है। लेकिन इससे पहले कि वो पूरे तरीके से अपने पैरों को काट पाता, तभी लूफी, कारो और उसॉप यहाँ पर आ जाते हैं। लूफी बहुत ज्यादा सीरियस लग रहा था। मैं तुम सभी को नहीं छोड़ूंगा। लूफी, सबसे पहले इस पिलर को तोड़ो। ये क्या हो गया भाई तुम्हें? तुम वैक्स बनने वाले हो क्या? हम देखते हैं कि जोरो के पैर से खून निकल रहा था, यानी कि जोरो ने सच में अपने पैरों पर तलवार मारी है और लूफी मिस्टर 3 के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। चलो इसे किया जाए। लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये उसॉप एक नंबर का फट्टू आदमी है और कारो के साथ भागकर पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है। मिस्टर 3 अपनी बॉडी से वैक्स निकालता है कैंडल लॉक और लूफी के पैरों को बांध देता है और सभी लोगों की उम्मीद लूफी भी बहुत आसानी से पकड़ा जा चुका है। अरे यार, ये पकड़ा भी गया। साले लूफी, किसी काम का नहीं है तू। ये क्या यार, कितना हैवी है। मिस्टर 3 दोबारा से लूफी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और जब लूफी हवा में होता है तो अपने हाथों को बड़ा करके ब्रॉगी के हेलमेट को पकड़ लेता है और वहीं से गोल गोल घूमता हुआ उस कैंडल सेट को तोड़ देता है। लूफी को लगता है कि इसने इन सभी की हेल्प की है, पर इस बंदे ने सिचुएशन को और भी ज्यादा खराब कर दिया है। वो पार्ट जिसमें आग जल रही थी वो अब सभी के और भी ज्यादा करीब आ चुका है, जिसका मतलब है कि ये सभी लोग और भी ज्यादा जल्दी स्टैचूज बनने वाले हैं। नामी को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। सबकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उसॉप पेड़ के पीछे से अपनी गुलेल निकालता है और मिस्टर 3 के ऊपर हमला करता है, लेकिन इससे पहले कि उसॉप का अटैक मिस्टर 3 को जाकर लगता, मिस्टर 5 यहाँ पर आकर उसॉप के उस गोली के हमले को खा जाता है। क्या बकवास गोली है, मुझे लगता है तूने चोर बाजार से खरीदी होगी। इसमें गन पाउडर की मात्रा बहुत ही कम है। प्रिंसेस वीवी लूफी से हेल्प मांगती है। लूफी प्लीज मेरी मदद करो। लूफी अपने हाथों को दोबारा से बड़ा करता है और उस सर्विस सेट को तोड़ने ही लगता है कि तभी मिस्टर 3 इसके सामने एक वैक्स की दीवार खड़ी कर देते हैं। मेरे रास्ते में मत आओ। ये बात तो मुझे कहनी चाहिए। और लूफी पर हमला करता है। लूफी के एक हाथ को बांध देता है, लेकिन लूफी इस चीज का यूज करता है मिस्टर 3 के खिलाफ। मिस्टर 3 इसके अटैक से बचने के लिए एक और दीवार खड़ी करता है, लेकिन लूफी का हाथ जब उस दीवार पर लगता है तो ये दीवार टूट जाती है और मिस्टर 3 उड़ते उड़ते दूर जाकर गिरता है। अब लूफी के पास एक बढ़िया मौका है इन सभी को आजाद करने का, लेकिन लूफी कहता है पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा तुम लोगों को बचाने का। सभी लोग ये सुनकर शॉक्ड रह जाते हैं। मजाक करना बंद करो लूफी। पता नहीं क्यों, पर मेरा मन नहीं कर रहा तुम लोगों को बचाने का। अबे ओ लूफी, ये क्या हरकतें हैं? जल्दी बचा हमें। वो सब भी इस चीज को देख रहा होता है, लेकिन उसे भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। और तभी मिस्टर 5 इसके सामने आता है और बताता है, हार मान ले, अब वो तेरा दोस्त नहीं रहा, वो हमारे जाल में फंस चुका है। हाँ, इसने सही कहा। देखो जरा वो कहाँ पर खड़ा है। और हम देखते हैं कि लूफी एक ब्लैक सर्कल के ऊपर खड़ा होता है, जो कि शायद से किसी तरह का कर्ज है। पर इसी बीच मिस्टर 5 उसॉप पर हमला कर देता है, लेकिन कारो और उसॉप यहाँ से भाग जाते हैं। कारो डर के मारे इतनी तेजी से भागता है कि ये उसॉप को बिठाना ही भूल जाता है, और यहाँ तक कि जब ये उसॉप को भागते हुए देखता है तो कारो और भी ज्यादा डर जाता है और भी ज्यादा तेजी से भागने लगता है। लूफी की ये हालत देखकर प्रिंसेस वीवी समझ जाती है कि ये सब कुछ मिस गोल्डन वीक का किया धरा है। मिस गोल्डन वीक वही छोटी सी बच्ची है जो कि मिस्टर 3 के साथ रहती है। कलर स्ट्रैप, बिट्रेल ब्लैक, काला रंग यानी कि धोखे का रंग। तुम्हारे दोस्त अब तुम्हारे दुश्मन है लूफी। ओए लूफी, वहाँ से हट जा। नहीं लूफी, वहीं पर खड़े रहो और हमें मत बचाना। लूफी इनकी बात नहीं सुनता है और उस ब्लैक सर्कल से हट जाता है और लूफी अपने होश में आ जाता है। और ऐसे ही जब दोबारा से इनको बचाने वाला होता है तो मिस गोल्डन वीक लूफी पर येलो कलर लगा देती है, जिसकी वजह से लूफी पागलों की तरह हंसना शुरू कर देता है। ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन जब उसॉप और कारो भागते भागते यहाँ पर आते हैं तो ये सभी लोग लूफी से टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से वो पीला रंग हट जाता है और लूफी दोबारा से उस सर्विस सेट को तोड़ने के लिए आगे बढ़ता है। मिस गोल्डन वीक रेड कलर लगा देती है, बुल फाइट रेड। और जिस तरह से लाल रंग को देखकर एक बुल उसके पीछे जाता है, वैसे ही लूफी के सारे अटैक उसी लाल रंग के ऊपर जा रहे थे। कम बजूका, ये क्या हो रहा है भाई? लूफी
लूफी अपना अटैक परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। इसके बाद मिस गोल्डन वीक लूफी के ऊपर ग्रीन कलर लगा देती है ट्रैंकुल ग्रीन। और इतनी सीरियस सिचुएशन में भी लूफी बैठकर चाय पीने लगता है। लूफी गधे, ये क्या कर रहा है? पिकनिक पर आए हम हैं। बेवकूफ लूफी, मैंने कहा था ना तुमसे, तुम लोगों को भी एक मस्त पोज बना लेना चाहिए। इस लूफी के बस के कुछ नहीं। तुम इतना शांत कैसे रह सकते हो जोरो? क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? और इस तरफ कारो और उसॉप मिस वैलेंटाइन और मिस्टर 5 से बचकर भाग रहे होते हैं। और मिस्टर 5 अपने कोट में से एक गन निकालता है। .44 कैलिबर की 6 शॉट फ्लिंट लॉक रिवॉल्वर। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे इन चिंदी लोगों पर इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जब उसॉप इन सभी के पास दोबारा से आता है तो उसॉप जो देखता है उसे देखकर हैरान रह जाता है। सभी लोग स्टैचू बन चुके हैं और देखता है कि लूफी इस तरफ बैठा हुआ था और चाय पी रहा था। पर चाय पीते हुए लूफी के चेहरे पर बहुत ज्यादा गुस्सा था। कितनी स्वादिष्ट चाय। और लूफी बहुत ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि ये किसी को भी नहीं बचा पाया और सभी लोग स्टैचूज बन चुके हैं। वो सबको ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और लूफी पर हमला कर देता है और लूफी जलने लगता है। ये क्या कर रहे हो तुम बेवकूफ? मिस वैलेंटाइन को लग रहा था कि ये सभी लोग पागल हो चुके हैं, अपने ही साथियों पर हमला कर रहे हैं। लेकिन उस सब की इस मूव की वजह से लूफी की शर्ट जल जाती है और उस सब का ही एक आइडिया होता है। और इसी के साथ लूफी की बॉडी से वो ग्रीन मार्क हट जाता है और दोबारा से अपने होश में आ जाता है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन इसी बीच उसॉप के ऊपर हमला होता है और ये हमला मिस्टर 5 ने किया था और इस हमले की वजह से उसॉप बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। इस तरफ हम सांजी को देखते हैं। भाई ये बंदा गायब है, ये क्या कर रहा है भाई? ये इतनी घमासान फाइट चल रही है और ये बंदा पता नहीं कहाँ गायब है। ये काफी अजीब है, कितनी देर हो चुकी है, ये लोग अभी तक वापस नहीं आए। लगता है मुझे इन्हें ढूंढने जाना होगा। हे नामी, क्या तुम वहाँ पर हो? हेलो, आई लव यू नामी। और सांजी जब जंगल में सबको ढूंढ रहा होता है तो तभी उसे सामने वही वैक्स वाला घर दिखाई देता है। ये क्या है? और इस तरफ मिस्टर 3 एक बहुत खतरनाक से सूट के अंदर चला जाता है जो कि वैक्स से बना हुआ है और इसे देखकर लूफी इंप्रेस हो जाता है। भाई अपने दोस्त को बचा ले लूफी। मेरे ऊपर कलर्स करके मेरी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ा दो। इस सूट का कलर चेंज हो जाता है और पहले से बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। लूफी और मिस्टर 3 के बीच में एक खतरनाक फाइट होनी शुरू हो जाती है और दूसरी तरफ जहाँ पर उसॉप बैठा हुआ था उसके हाथ में थोड़ी सी वैक्स गिर जाती है और जब सर्विस सेट को देखता है तो उसॉप के दिमाग के अंदर एक आइडिया आता है। ये चीज पहले मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? हे लूफी, कहीं से आग का अरेंजमेंट करो, आग वैक्स को पिघला सकती है, मैं इन सभी को बचा सकता हूँ। क्या सच में? तुम्हारी सारी कोशिशें बेकार हैं। वो लोग 30 सेकंड से ज्यादा और जिंदा नहीं रह सकते, उनका दिल काम करना बंद कर देगा और ये सभी लोग मारे जाएंगे। उसॉप लूफी की हेल्प करने के लिए गुलेल उठा लेता है। हमें 30 सेकंड नहीं चाहिए, मैं उन्हें अभी बचाता हूँ। लेकिन तभी मिस्टर 5 आकर ब्रीज ब्रेथ बॉम्ब नाम का एक अटैक यूज करके उसॉप को बुरी तरह से घायल कर देता है और इस तरफ लूफी के ऊपर मिस्टर 3 एक पंच मार देता है। उसॉप कारो को वो रस्सी पकड़ाने लगता है ताकि उन तीनों को बचा सके। लेकिन तभी मिस वैलेंटाइन यहाँ पर आ जाती है। तुम क्या प्लान करने की सोच रहे हो? कारो, ये रस्सी उस सर्विस सेट के चारों तरफ फैला दो। कारो ठीक ऐसा ही करता है जैसा कि उसॉप ने अभी कहा। मिस वैलेंटाइन उसॉप के ऊपर बैठ जाती है। चलो देखते हैं तुम कितना वजन सहन कर सकते हो। और अपनी डेविल फ्रूट की पावर का यूज करके अपने वेट को बढ़ाने लगती है। 100 किलो, 200 किलो, 300 किलो। उसॉप के ऊपर 300 किलो का वेट होता है जिसकी वजह से इसकी जान निकलने लगती है। और मिस्टर 3 जब लूफी पर हमला करता है तो लूफी हवा में कूदकर उसके बालों को पकड़ लेता है और उसॉप की तरफ ले जाने लगता है। आए उसॉप, मैं आग लेकर आ चुका हूँ। लूफी, उस आग को उस रस्सी में लगा दो। और हम देखते हैं कि उसॉप ने उस रस्सी को तेल के अंदर सोख कर दिया है और जब लूफी उस पर आग लगाता है तो ये आग पूरे सर्विस सेट पर फैल जाती है। जोरो, नामी और विवी उस आग के अंदर जलने लगते हैं और साथ ही साथ मिस्टर 3 का सूट जो कि वैक्स से बना था वो भी पूरी तरह से पिघल जाता है। ये तो बहुत बड़ी आग है, क्या वो ठीक रहेंगे? क्या वो मर तो नहीं जाएंगे? और इसी बीच मिस्टर 3 और मिस गोल्डन वीक यहाँ से बचकर भागने लगते हैं और इस तरफ मिस वैलेंटाइन बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही थी उसॉप पर। तुमने सारा खेल बिगाड़ दिया। और हवा में जाकर उसॉप के ऊपर 10,000 किलो वेट से हमला करने लगती है। लेकिन तभी देखती है कि उस आग में से विवी और नामी बाहर निकलते हैं और मिस वैलेंटाइन पर हमला करके उसे हरा देती है। वो अलग बात है कि अब इनके कपड़े जल चुके थे। अच्छी लग रही है भाई वैसे। मिस्टर 5 सभी के ऊपर निशाना लगाता है लेकिन तभी उस आग में से एक बंदा बाहर निकलता है। उसके पास 3 तलवारें थी और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि जोरो ही होता है और फ्लेमिंग ओनिगिरी का यूज करके इस बंदे को बीच में से काट देता है। और इसी के साथ मिस्टर 5 और मिस वैलेंटाइन मारे जाते हैं। ब्रॉगी भी ठीक हो जाता है। ब्रॉगी खड़ा होता है और अपने दोस्त को देखता है। उसने डॉरी के साथ जो कुछ भी किया उसकी वजह से ब्रॉगी बहुत ज्यादा दुखी होता है। इस तरफ लूफी मिस्टर 3 का पीछा कर रहा था। कारो भी इसके साथ होता है और इसी जंगल के अंदर बहुत सारी हंसने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे मिस्टर 3 होते हैं। मिस्टर 3 ने अपने जैसे ही दिखने वाले बहुत सारे पुतले बना दिए थे जो कि वैक्स से बने थे। वैक्स मिनोर में तुम्हारा स्वागत है। ये सभी लोग इस पर हंसने लगते हैं और लूफी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि इन सभी में से असली वाला कौन है। लूफी अपना पैर उठाता है और इनमें से एक को किक मारता है और लकीली ये बंदा वही था, असली वाला मिस्टर 3। और ये लूफी का बस एक तुक्का था जो कि तीर बनकर लग चुका है। पीछे से मिस गोल्डन वीक शरीफ लड़कियों की तरह यहाँ से जा रही थी लेकिन कारो उसे देख लेता है और उस पर चिल्लाने लगता है। और इस तरफ सांजी उस घर के अंदर बैठकर आराम से चाय पी रहा होता है लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं चाय पीने थोड़ी आया था यहाँ पे। अरे यार मैं गधा ही हूँ भाई, क्या बंदा है ये। लेकिन तभी यहाँ पर एक कॉल आती है और इस वन पीस की दुनिया में ये सभी लोग स्नेल्स का यूज करके एक दूसरे से बात करते हैं। यहाँ पर सेल फोन्स नहीं है और जिस डिवाइस का यूज करके ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं उसे ट्रांसपोंडर स्नेल कहा जाता है। सांजी उस कॉल को उठाता है और कहता है रेस्टोरेंट में कॉल करने का आपका शुक्रिया, बताइए मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। सामने से वो बंदा कहता है मजाक करना बंद कर, तुझे मैंने एक काम दिया था, मुझे अभी तक उसकी रिपोर्ट नहीं मिली है। क्या? एक रिपोर्ट? कैसी रिपोर्ट? मेरी अभी किस
किससे बात हो रही है? ओए, ये मैं ही हूँ, मिस्टर जीरो। भाई साहब, ये मिस्टर जीरो है भाई, क्रोकोडाइल। इस तरफ ब्रॉगी बहुत ज्यादा रो रहा होता है। इसकी आंखों से पूरे राजस्थान की प्यास बुझाने जितने आंसू गिर रहे थे और अपने मास्टर को रोता हुआ देखकर उसब भी रोने लगता है। लेकिन तभी डॉरी का हाथ हिलता है। डॉरी अपनी आंखें खोलता है और दोबारा से खड़ा हो जाता है। ये देखकर ब्रॉगी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। और इस तरफ सांची, एक सेकंड, मिस्टर जीरो तो वही है ना जिसके बारे में वीवी बात कर रही थी? तो क्या यही 7 वॉरलॉर्ड्स में से एक है? इतनी शांति क्यों है? मैंने अभी तुझसे कुछ पूछा था। क्या तूने प्रिंसेस वीवी और उन सभी को ठिकाने लगा दिया? सांची मिस्टर 3 बन के बात करता है। जी सर, मिशन पूरा हो चुका है। मैंने उन सभी लोगों को ठिकाने लगा दिया है, तो आपको उनके पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, बहुत बढ़िया। अनलकीज मेरे पास पहुंच चुके हैं और उनके साथ मैंने अलाबास्ता का इटर्नल पोस्ट भी भेजा है। तू और मिस गोल्डन वीक यहाँ पर जल्दी से आ जाओ। अब समय आ चुका है कि हम अपने मिशन को पूरा करें। अलाबास्ता पहुँचने के बाद बाकी की डिटेल्स तुम्हें पता चल जाएंगी। तब तक के लिए मेरे ऑर्डर्स का इंतजार करो। और तभी अनलकीज यहाँ पर आ जाते हैं और जब देखते हैं कि मिस्टर 3 की जगह पर कोई अजनबी बंदा बैठा हुआ है, तो ये दोनों सांजी पर हमला कर देते हैं। सांजी इनके हमले से बचता है और उस अजीब से रकून को एक ही लात में सुला देता है। और जब ये ईगल सांजी पर हमला करती है तो सांजी हवा में उड़ता है और अपने पैरों का यूज करके इसकी गर्दन को मरोड़ देता है और इन दोनों का खेल खत्म कर देता है। ये आवाज कैसी थी? अरे सर, कुछ नहीं, वो स्ट्रॉ हेड पायरेट्स यहाँ पर आ गए थे, पर आप चिंता मत कीजिए, मैंने उन सभी को निपटा दिया है। तो वो अभी तक जिंदा थे? हाँ, यानी कि तूने मुझसे झूठ कहा। नहीं सर, चिंता मत कीजिए, अब सब कुछ सही है। वो लोग काफी स्ट्रॉन्ग थे, पर मैंने उन सभी को अब निपटा दिया है, तो अब आपको उनके पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब सीधा अलाबास्ता आ जाओ। इस तरफ हम डॉरी और ब्रॉगी को देखते हैं। डॉरी को जिंदा देखकर ब्रॉगी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और ये सभी लोग भी। ये तो एक चमत्कार है। ये दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं। एल्बाफ के देवता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस तरफ क्रोकोडाइल अभी भी सांजी को मिस्टर 3 समझ रहा है। मैं नहीं चाहता कि नेवी के लोग अब हमारी बातें सुने, तो अब से हम लोग चिट्ठी के जरिए बात क्या करेंगे। और ऐसा बोलकर फोन काट देता है। क्रोकोडाइल अपनी जगह से उठता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर एक असली का क्रोकोडाइल भी होता है। मिस ऑल संडे भी यहाँ पर होती है। क्रोकोडाइल इसे ऑर्डर देता है, मिस्टर 2 को लिटिल गार्डन भेजो और मिस्टर 3 को रास्ते में ही मार देना। मुझे अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। और इस तरफ सांजी यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी देखता है कि जमीन के ऊपर कुछ पड़ा हुआ है और ये कुछ और नहीं बल्कि इटर्नल पोज होता है, जिसके अंदर अलाबास्ता जाने का रास्ता स्टोर्ड है। इस तरफ हम इन सभी को देखते हैं। प्रिंसेस वीवी इन सभी से माफी मांगती है। मुझे माफ करना, यहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार मैं हूँ। जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है वीवी। और लूफी, उसप और कारो आराम से बैठकर चिप्स खा रहे होते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी इनके चेहरे पर एक स्माइल होती है। नामी की बॉडी पर कुछ अजीब से निशान आ जाते हैं और तभी सांजी यहाँ पर आ जाता है। नामी, वीवी, और कैसे हैं आप लोग? और जैसे ही इसकी नजर उन्हें जायंट्स पर जाती है तो इसे लगता है कि यही लोग मिस्टर 3 हैं। ये क्या है? क्या तुम ही मिस्टर 3 हो? अरे नहीं, ये मिस्टर 3 नहीं है सांजी। जब सांजी नामी को इस हालत में देखता है तो इस पर फिदा हो जाता है। नामी सान, कितने क्यूट लग रहे हो। नामी इसे एक पंच दिखाती है। कुछ कह रहा था तो सांजी अभी है। अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। और उसे अपना कोट पहना देता है और इन सभी को बताता है थोड़ी देर पहले मेरी बात जीरो से हुई। प्रिंसेस वीवी ये सुनकर हैरान हो जाती है। तुमने बॉस से बात की? सांजी इन सभी को सारी बातें बता देता है कि कैसे क्रोकोडाइल इसे मिस्टर 3 समझ रहा था और कैसे इसने झूठ बोला कि ये सभी लोग मारे जा चुके हैं। उसॉप सुनकर खुश हो जाता है। फाइनली अब हमें डर डर कर नहीं जीना पड़ेगा। और सांजी इन सभी को वही चीज दिखाता है, इटर्नल लॉग पोज। सभी लोग उसे देखते हैं और ये अलाबास्ता जाने का इटर्नल पोज होता है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और इनके मुंह इतने बड़े बड़े खुल जाते हैं क्योंकि ये सभी लोग इसी चीज को ढूंढ रहे थे। लूफी ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। ये तो इटर्नल पोज है अलाबास्ता का। प्रिंसेस वीवी खुशी के मारे सांजी को हक कर लेती है और इस चीज से सांजी का दिन बन जाता है। लूफी और ये सभी लोग ब्रॉगी और डॉरी को बाय कहते हैं। मास्टर, एक दिन मैं भी योद्धाओं के शहर एल्बाफ में जाऊंगा। और इसी के साथ ये सभी लोग अपनी शिप की तरफ निकल जाते हैं। डॉरी और ब्रॉगी बैठे हुए थे और आपस में बात करते हैं। तो अब हमारे दोस्त जा रहे हैं डॉरी, हम लोग यहाँ पर बैठे नहीं रह सकते। वो उनका इंतजार कर रहा होगा। तो अब फैसला हो चुका है। और ये दोनों खड़े हो जाते हैं और एक अजीब सी क्रीपी लुक देते हैं। सांजी और जोरो आपस में बहस कर रहे होते हैं कि इनमें से कौन सबसे बड़ा जानवर लेकर आया है। नामी इन सभी पर गुस्सा करती है और इन्हें वापस शिप के अंदर आने के लिए कहती है। शिप स्टार्ट हो जाती है और ये सभी लोग यहाँ से जाने लगते हैं। लूफी देखता है कि सामने डॉरी और ब्रॉगी खड़े हुए हैं और ये दोनों लूफी से कहते हैं, हम पे विश्वास रखो और कुछ भी हो जाए बिल्कुल सामने की तरफ जाते रहना। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। तो अब समय हो चुका है आइलैंड ईटर के यहाँ पर आने का। और तभी हम देखते हैं कि गोइंग मैरी के सामने एक बहुत बड़ी सी गोल्डन फिश आ जाती है जिसका साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं। ये क्या है? कोई बात नहीं, सभी लोग सीधा चलते रहो। और ये सभी लोग इस गोल्ड फिश के मुंह के अंदर चले जाते हैं। इसका मुंह बंद होने ही वाला होता है कि तभी डॉरी अपनी तलवार को ऊपर उठाता है और हम देखते हैं कि इसकी तलवार में से एक ब्लू कलर की लाइट निकल रही होती है और ब्रॉगी की कुल्हाड़ी में से रेड कलर की लाइट निकलती है। ये दोनों अपनी तलवारों को पानी में मारते हैं जिसकी वजह से एक शॉक वेव क्रिएट होती है और ये शॉक वेव इस गोल्ड फिश के पेट के अंदर से बाहर निकलती है और इसका पेट बीच में से कट जाता है और ये सभी लोग इस जायंट गोल्ड फिश से बच जाते हैं। सभी के चेहरे पर खुशी थी क्योंकि फाइनली ये सभी लोग अलाबास्ता किंगडम की तरफ निकल चुके हैं। हम देखते हैं कि इन दोनों के हथियार टूट चुके हैं पर इन दोनों को इस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं होता है। उल्टा ये दोनों हंस रहे होते हैं। इसके बाद हम इनका एक फ्लैशबैक देखते हैं। ये दोनों जायंट वॉरियर पायरेट्स के लीडर हुआ करते थे। ये दोनों एक बार शिकार पर गए थे और जब ये दोनों शिकार करके वापस आते हैं तो एक छोटी सी बच्ची इनसे एक सवाल पूछती है और उस क्वेश्चन की वजह से इन दोनों में 100 सालों तक फाइट चलती है। इस छोटी सी बच्ची ने इनसे पूछा था, आप दोनों के शिकारों में से सबसे बड़ा शिकार किसका है? और इसी क्वेश्चन की वजह से ये दोनों 100 सालों तक लड़ रहे थे। भाई साहब, मतलब इतनी छोटी सी बात में भाई ये 100 सालों से लड़ रहे हैं, क्या बंदे भाई ये। और इसी के साथ फाइनली
लिटिल गार्डन आग यहीं पर खत्म हो जाती है। अब इसके बाद हम लूफी की शिप को देखते हैं। लूफी और उसॉप बहुत मजे कर रहे थे, ये दोनों नाच रहे थे, गा रहे थे और ये दोनों शिप से नीचे भी कूदने वाले होते हैं, इतनी ज्यादा एनर्जी हो जाती है इनमें। पर नामी की हालत ठीक नहीं लग रही थी। मैं बहुत थक चुकी हूँ और उस इटरनल पोज को वीवी को पकड़ाते हुए कहती है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, क्या तुम रास्ता देख सकती हो वीवी प्लीज। सांजी नामी और वीवी के लिए खाना लेकर आता है, लेकिन इसे देखकर उसॉप और लूफी के मुंह में पानी आ जाता है। अबे ओ दोनों यहाँ से भाग जाओ, ठीक है ना, तुम्हारा खाना किचन में है। ठीक है सांजी, शुक्रिया। पर नामी की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है और इस तरफ जोरो एक बहुत बड़ी तलवार का यूज करके ट्रेनिंग कर रहा होता है। अगर मैं थोड़ा सा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता तो मैं आराम से उस सर्विस सेट को तोड़ सकता था, मुझे और ताकतवर बनना होगा। इसके बाद हम सैंडी आइलैंड को देखते हैं जो कि अलाबास्ता किंगडम के अंदर स्थित है और यहाँ पर मिस्टर टूथ जाने के लिए तैयार है। इस बंदे की शक्ल को हमें नहीं दिखाया जाता और इस बंदे के पीछे या बंदे के पीछे बॉर्न क्ले लिखा हुआ था। इस तरफ नामी बहुत ज्यादा बीमार हो चुकी है, नीचे जमीन पर गिर जाती है और इसकी पूरी बॉडी तपने लगती है। नामी को बहुत ज्यादा तेज बुखार हो जाता है। वीवी इन सभी को बुलाती है। तुम सभी यहाँ पर आओ, लगता है नामी को कुछ हो गया है। क्या हो गया वीवी? नामी, ये तुम्हें क्या हो गया? ये सभी लोग नामी को बेड के ऊपर लिटा देते हैं। ग्रैंडलैंड में ऐसा बुखार आना बहुत नॉर्मल है। यहाँ का मौसम बाकी जगहों से बहुत ज्यादा अलग है। आधे से ज्यादा लोग जो कि ग्रैंडलैंड में आते हैं इसी चीज से मारे जाते हैं। क्या इस शिप में किसी को मेडिकल की नॉलेज है? और सभी लोग नामी की तरफ इशारा करते हैं। ओए सांजी, नामी को मीट खिलाकर देख, शायद वो ठीक हो जाए। नहीं लूफी, इससे कुछ नहीं होने वाला। मैं नामी और वीवी के लिए बहुत अच्छे से खाना बनाता था, इन्हें हमेशा फ्रेश मीट और ताजी सब्जियां खिलाता था, भले ही तुम सभी को सड़ा गला कुछ भी खिला देता था, बासा पुराना। अबे ओ, हमें बासी है, ये क्या बात हुई? साले सिंपल। नामी उठकर बैठ जाती है। मैंने उस ड्रॉर के अंदर एक न्यूज़पेपर रखा हुआ है, उसे लेकर आ जाओ प्लीज। मुझे लगता है अब तुम्हें बताने का समय आ चुका है। वीवी न्यूज़पेपर को लेकर आती है और जब उसे पढ़ती है तो बुरी तरह से हैरान हो जाती है। अरबास्ता के अंदर जंग छिड़ चुकी है और हर दिन लोग मारे जा रहे हैं और क्रोकोडाइल अपने मिशन में आगे बढ़ता जा रहा है। ये न्यूज़पेपर 3 दिन पुराना था, यानी कि अलाबास्ता किंगडम की हालत और भी ज्यादा खराब हो चुकी होगी अभी तक। नामी बेड से उठकर यहाँ से जाने लगती है। मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। नामी अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश करती है ताकि इन सभी को इसकी चिंता ना हो, लेकिन असलियत में नामी की हालत और भी ज्यादा खराब होने लग जाती है। जब वो बाहर जाती है तो वो देखती है कि शिप गलत दिशा में जा रहा था और शिप को सही डायरेक्शन देने का काम जोरो को सौंपा गया था। जोरो, ये क्या कर रहे हो? तुम गलत दिशा में जा रहे हो। मुझे इस इटर्नल पोज की जरूरत नहीं है, मैं बादलों को देखकर ही रास्ते का पता लगा सकता हूँ। मेरा सर फट रहा है, लगता है इस काम को मैं तुम पर नहीं छोड़ सकती। जोरो, मैं यहाँ पर रहूंगी, तुम अंदर जाओ। नामी को महसूस होता है कि हवा का रुख बदल चुका है और बहुत ही जल्द एक तूफान आने वाला है और जोरो इन सभी को यहाँ पर बुलाता है। ए, तुम सभी लोग बाहर निकलो। क्या हुआ नामी? सभी लोग काम पर लग जाओ, बहुत ही जल्द तूफान आने वाला है। एक बहुत बड़ा तूफान हमारी तरफ आ रहा है। और इस सभी लोग अपने अपने काम पर लग जाते हैं और थोड़ी ही देर में हम लोग देखते हैं कि एक बहुत बड़ा तूफान यहाँ पर आ जाता है। एक बहुत बड़ा साइक्लोन इनके सामने होता है। सभी लोग शिप को संभाल रहे थे। वीवी सोच रही थी, ग्रैंडलैंड में मौसम का पता लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी नामी ने इतने बड़े तूफान का पता पहले ही लगा लिया। ये ऐसा है जैसे नामी मौसम को फील कर सकती है। पर किसी तरह से ये लोग उस साइक्लोन से बच जाते हैं। थोड़ी देर बाद मौसम और ज्यादा बदलने लग जाता है और यहाँ पर बर्फ पड़ना शुरू हो जाती है। नामी समय के साथ और भी ज्यादा बीमार होने लग जाती है। जल्द से जल्द एक डॉक्टर की जरूरत है और इस सभी लोग किसी डॉक्टर की तलाश में निकल जाते हैं। जोरो दूरबीन का यूज करके सामने की तरफ देखता है और लूफी से पूछता है, ओए लूफी, क्या तुझे लगता है कि कोई आदमी पानी के ऊपर खड़ा हो सकता है? क्या पानी पर खड़ा होना पागल वागल हो गया है क्या जोरो? ये कैसा सवाल है? तो फिर वो क्या है? और सामने हम लोग देखते हैं कि एक आदमी पानी के ऊपर खड़ा हुआ है। इसकी शक्ल बहुत अजीब लग रही थी। उसॉप और लूफी अपनी आंखें साफ करते हैं क्योंकि इन्हें अभी तक अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है कि कोई पानी के ऊपर कैसे खड़ा हो सकता है। ये क्या चल रहा है भाई लूफी? और तभी गोइंग मैरी के पीछे से एक अजीब सी चीज बाहर निकलती है। अरे यार, अब ये कोई पायरेट की शिप ना हो बस। पर जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही होता है। ये एक पायरेट की शिप थी। लोगों को भी अभी आना था क्या? इस शिप में बहुत सारे पायरेट्स होते हैं। क्या हमारी जंबो अंडर वाटर रेड शिप टिन ट्राइड ने तुम्हें सरप्राइज कर दिया? हाँ, सांजी ये सारी बातें सुनकर बाहर आता है और जो अपने सामने देखता है उसे देखकर हैरान हो जाता है, पर साथ ही साथ शांत भी होता है। सांजी अपनी माचिस निकालता है और सिगरेट फूकने लगता है और ये सभी पायरेट्स उसॉप, सांजी, जोरो और लूफी को घेर लेते हैं और इन सभी के पास गन होती है। और तभी हम देखते हैं कि एक आदमी मीट खा रहा होता है और इसका चेहरा बहुत अजीब था और मीट के साथ साथ पूरा चाकू ही निकल जाता है। तुम लोग पायरेट हो, तुम्हारे पास तो सिर्फ 4 ही लोग हैं। ये क्या है भाई? इसने चाकू खा लिया, ये क्या है? चलो मैं बात को ज्यादा नहीं घुमाता, मैं तुमसे डायरेक्ट पूछता हूँ, क्या तुम्हारे पास ड्रम आइलैंड जाने का इटर्नल पोज है? ड्रम आइलैंड? नहीं, मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, आज से तुम्हारी ये शिप मेरी है, पर उससे पहले मुझे थोड़ी भूख लग रही है। और ये बंदा अपना मुंह खोलकर गोइंग मैरी का एक हिस्सा खा जाता है। वो सबको ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। अबे ओ, हमारी शिप न खा, ठीक है ना मोटे आदमी? दरअसल इस बंदे का नाम है वपुल और इसके पास एक डेविल फ्रूट की ताकत है जिसकी वजह से ये बंदा किसी भी चीज को खा सकता है। ये सभी पायरेट्स इन सभी पर हमला करने लगते हैं और जोरो और सांजी समझ जाते हैं कि शांति से बात नहीं होने वाली और ये दोनों इन सभी पायरेट्स पर हमला कर देते हैं। सांजी एक के बाद एक पायरेट को अपनी लातों घूसों से मारने लगता है और जोरो भी एक ही झटके में बहुत सारे पायरेट्स को मार गिराता है। ये सभी लोग जोरो के सामने कुछ भी नहीं थे और लूफी भी वपुल की तरफ भाग रहा होता है। मैंने कहा ना शिप को खाना बंद कर। वपुल के चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था और जैसे ही लूफी इसके सामने आता है तो वपुल लूफी को भी खाने लगता है, लेकिन इस टाइम तक लूफी अपने हाथों को पीछे की तरफ स्ट्रेच कर चुका था और अपना मूव गम गम पिस्टल का यूज करके इस बंदे पर हमला करके इसे हवा में उड़ा देता है और ये आदमी दूर जाकर गिरता है। ये देखकर वपुल के पायरेट्स घबरा जाते हैं और इस लड़ाई को कंटिन्यू
कंटिन्यू करने के बजाय वपुल को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। ये बहुत बुरा है, वो पुल सामा तैर नहीं सकते, वो ज्यादा देर तक पानी के अंदर नहीं रह सकते क्योंकि उन्होंने एक डेविल फ्रूट खाया है। और ये सभी लोग वपुल को बचाने के लिए यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन जाते जाते ये सभी को धमकी देते हैं। तुम लोगों ने जो भी किया हम उसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। तुम बस हमारा इंतजार करना, हम लोग तुमसे बदला लेने जरूर आएंगे। और ये सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है और नामी का बुखार बढ़ता ही जा रहा है। सांची, क्या तुम्हें नहीं लगता कि नामी को भूख लगी है? इसे मीट खिलाओ। फिर देखो इसका बुखार कैसे छूमंतर हो जाता है। हर कोई तेरी तरह नहीं होता है लूफी। लूफी नामी का मूड ठीक करने के लिए अलग अलग तरीके की शक्ल बनानी शुरू कर देता है। अरे यार, अगर हम इसके ऊपर पानी डालें तो ये पक्का ठीक हो जाएगी ना। और इसी बात पर सांजी और वीवी लूफी को एक लात मारते हैं। बेवकूफ कहीं के। अब रात में जब नामी उठती है तो देखती है कि प्रिंसेस वीवी उसके पास होती है और उसका ख्याल रख रही थी। नामी के रूम में सभी लोग सो रहे थे। सांजी शिप के ऊपर बैठा होता है और आसपास की निगरानी कर रहा था, लेकिन इसी बीच सांजी की आंख लग जाती है और तभी सांजी को कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं और देखता है कि उसॉप जग चुका है और शिप को ठीक कर रहा था। अब थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है। वीवी बाहर आती है। मौसम कितना ठंडा हो चुका है ना, यानी कि आसपास में कहीं पर विंटर आइलैंड है। दरअसल ग्रैंड लैंड के अंदर मेनली 4 तरह के आइलैंड्स होते हैं जो कि मौसम के ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे कि समर आइलैंड, विंटर आइलैंड, स्प्रिंग और ऑटम आइलैंड। लेकिन अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो टोटल 16 तरह के आइलैंड्स होते हैं जहाँ का मौसम एक दूसरे से अलग होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी आइलैंड होते हैं जो कि बहुत ज्यादा अजीब होते हैं। इन सभी को अपने सामने एक आइलैंड दिखाई देता है। लूफी ये बात सुनकर खुश हो जाता है। हमें एक आइलैंड मिल चुका है। ओए नामी, एक अच्छी बात है, सामने एक आइलैंड है, जरूर हमें वहाँ पर एक डॉक्टर मिल जाएगा। अब तुम बेहतर हो जाओगी, चिंता मत करो। और हम देखते हैं कि ये आइलैंड पूरा बर्फ से ढका हुआ है। गोइंग मैरी इस आइलैंड की तरफ आगे बढ़ती है और इस आइलैंड का टेम्परेचर -10 डिग्री होता है और लूफी को ठंड लगने लगती है। साले लूफी, बड़ी जल्दी पता चल गया तेरे को। लूफी तू तो एक नंबर का गधा है। कौन कौन मेरे साथ डॉक्टर को ढूंढने चलेगा? मैं जाऊंगा। हाँ, मैं भी जाऊंगा। और जैसे ही शिप थोड़ी सी और आगे जाती है तो हम देखते हैं कि सामने कुछ लोग खड़े हुए हैं और ये सभी लोग बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहे थे और इनकी शक्ल से साफ पता चल रहा था कि ये लोग इनके आने से नाखुश हैं। तभी इनमें से एक बंदा सामने आता है और कहता है, अटेंशन पायरेट्स, जैसे यहाँ पर आए थे वैसे यहाँ से चले जाओ अभी इसी वक्त। पर सर, हम तो एक डॉक्टर ढूंढने आए थे यहाँ पर। हमारी एक दोस्त की हालत बहुत ज्यादा खराब है। हम तुम्हारी इस घटिया चाल में वापस नहीं फंसने वाले, समझे ना? ये आइलैंड हमारा घर है, जैसे यहाँ पर आए थे वैसे ही चले जाओ, जल्दी यहाँ से भाग जाओ। यार, ये तो हमसे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। सांजी इन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन वीवी इसे रोक लेती है। लेकिन तभी आइलैंड में से एक बंदा वीवी के ऊपर गोली चला देता है और वीवी नीचे गिर जाती है। अब इसके बाद लूफी इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और लूफी इन सभी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन वीवी लूफी का पैर पकड़ लेती है। लूफी, मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम चिंता मत करो, तुम उनसे लड़ो मत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये गोली सिर्फ छू कर निकल गई है, मुझे लड़ने से किसी को कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा ठीक है, हम लोग आइलैंड के ऊपर नहीं उतरेंगे, लेकिन प्लीज हमें एक डॉक्टर की जरूरत है। प्लीज किसी डॉक्टर को यहाँ पर बुला दीजिए। हमारी एक दोस्त बहुत घायल है, प्लीज उसकी हेल्प कीजिए। वीवी, लूफी, तुम एक बहुत ही बेकार कैप्टन हो। तुम गुस्से में आकर कुछ भी कर देते हो और अगर तुम यहाँ पर भी लड़ने लगे तो तुम्हें पता है ना नामी के साथ क्या होगा। हाँ, मुझे माफ करना, मुझे माफ करना आप सभी लोग। प्लीज, मुझसे गलती हो गई, प्लीज हमारी दोस्त की हेल्प कीजिए। और वीवी और लूफी झुककर इन सभी से माफी मांगने लगते हैं। ये सभी लोग इन दोनों को देखकर सोचते हैं, क्या ये सच में हमारे लिए कोई खतरा हो सकते हैं? इनका लीडर भी ये सब कुछ देख रहा होता है। अच्छा ठीक है, मेरे पीछे आओ। और ये सभी लोग यहाँ से जाने लगते हैं। देखा लूफी, बात बन गई ना, लड़ने से किसी का फायदा नहीं होता। हाँ वीवी, तुम कमाल की हो। ये सभी लोग कहीं पर जाने लगते हैं और इनके कैप्टन का नाम है डाल्टन। और डाल्टन लूफी से कहता है, मैं तुम्हें पहले ही कुछ बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर सिर्फ एक ही डॉक्टर है और वो भी एक चुड़ैल है। क्या एक चुड़ैल? तो मजाक कर रहे हो ना? वैसे ये जगह है कौन सी? इस जगह का कोई नाम नहीं है। एक सेकंड, एक बिना नाम का आइलैंड, ये कैसे हो सकता है? और तभी उसॉप किसी चीज को देखता है और उसे देखकर बुरी तरह से डर जाता है। वो देखता है कि इसके सामने एक भालू खड़ा है। उसॉप मरने की एक्टिंग करने लगता है क्योंकि भालू किसी मरे हुए पर हमला नहीं करते हैं। तुम्हें इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये एक हाइकिंग बियर है जो कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। और ये हाइकिंग बियर यहाँ से चुपचाप चला जाता है। इस तरफ जोरो खुश होता है क्योंकि अब उसके पैर ठीक हो चुके हैं और शिप का ध्यान रखते रखते बोर हो चुका था और कारो को लेकर इस शिप के ऊपर ही ट्रेनिंग करने लगता है। बेचारा भाई कारो, हालत देखो भाई इसकी क्या हो गई है। लूफी और ये सभी लोग डाल्टन के साथ उसके गाँव में पहुँच जाते हैं। डाल्टन अपने साथियों को यहाँ से जाने के लिए कहता है, पर सर, हमें अभी तक इस पर विश्वास नहीं है। ये पायरेट्स हैं, आपको पता है ना? क्या आप अकेले इनके साथ सुरक्षित रहेंगे क्या? मुझे इन पर पूरा विश्वास है, मुझे नहीं लगता ये लोग हमारे लिए कोई खतरा हो सकते हैं। अगर डाल्टन ऐसा कह रहे हैं तो फिर ऐसा ही होगा। डाल्टन सन, प्लीज अपना ख्याल रखिएगा। और ऐसा बोलकर ये सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। डाल्टन वीवी से कहता है, अपनी दोस्त को एक बेड के ऊपर सुला दो जिससे कि ये गर्म रह सके। वीवी नामी को एक कमरे के अंदर लेकर आती है और उसे बेड पर सुला देती है। माफ करना, मैंने तुम्हें अभी तक मेरा नाम नहीं बताया। मेरा नाम है डाल्टन, यहाँ की सिक्योरिटी स्क्वाड का कैप्टन। मुझे माफ करना, मैंने बहुत बुरे तरीके से तुम्हारा स्वागत किया है। क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ तुमसे? तुम्हारी शक्ल जानी पहचानी लग रही है। और वीवी एक सेकंड के लिए डर जाती है क्योंकि इसे लगता है कि इसने इसे पहचान लिया है कि अलाबास्ता किंगडम की प्रिंसेस है। पर वीवी नॉर्मल एक्ट करती है और कहती है, शायद ये आपका वहम होगा सर। वैसे आप एक चुड़ैल की बात कर रहे थे ना? नामी का बुखार 42 डिग्री पर पहुंच चुका है और इसे जल्द से जल्द किसी डॉक्टर को दिखाना होगा। इसका ये बुखार 3 दिन से चल रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये मारी जाएगी। जी सर, इसीलिए हमें एक डॉक्टर की जरूरत है। हम कुछ भी करने को तैयार हैं। कहाँ पर है वो चुड़ैल? हमें उसके पास लेकर जाइए प्लीज। वो चुड़ैल, हाँ, खिड़की के बाहर उन पहाड़ियों की तरफ देखो। सांजी पीछे मुड़कर खिड़की से बाहर देखने लगता है, लेकिन तभी सामने देखता है कि उसॉप और ये लूफी बर्फ से खेल रहे होते हैं और इन्होंने एक स्नोमैन और एक डायनासोर बनाया होता है।
होता है बर्फ का। सालो ये क्या कर रहे हो तुम? साइड हो जाओ ये दोनों। भाई क्या ये लोग, मार दूंगा तुम्हें, साइड हो जाओ जल्दी। और हम देखते हैं कि सामने बहुत बड़े बड़े पहाड़ होते हैं। उन्हीं पहाड़ों के ऊपर एक महल है, वहाँ पर एक राजा हुआ करता था और अब उसकी जगह वहाँ पर वो चुड़ैल रहती है और उसका नाम डॉक्टर कुरेहा है, जो कि इस पूरे गाँव की एक इकलौती डॉक्टर है। हाँ तो ठीक है, प्लीज आप उसको यहाँ पर बुला दीजिए। अगर हम चाहे भी तो उसे यहाँ पर नहीं बुला सकते, वो अपने मन के हिसाब से काम करती है। सर ये कैसी डॉक्टर है? वो अगर ऐसी है तो खुद को डॉक्टर कैसे कह सकती है? ऐसा मत कहो लड़के, ऐसा डॉक्टर वो बहुत ज्यादा स्किल्ड है। वो 140 साल की है। तो वो अपने पेशेंट को देखती कैसे है? वो अपनी मर्जी से वहाँ से नीचे आती है, वो लोगों को देखती है, उनका इलाज करती है और उसके हिसाब से उसे जो कुछ भी चाहिए होता है वो मांग लेती है। लूफी और उस सबको वो बस एक खड़ूस बुढ़िया लग रही थी। अगर उसकी उम्र इतनी ज्यादा है तो वो ऊपर से नीचे कैसे आती है? मुझे इतना तो नहीं पता, लेकिन मैंने बहुत सारी अफवाहें सुनी है। वो पूर्णिमा की रात पर बिल्कुल किसी सेंटा क्लॉज की तरह उड़ते हुए पाई जाती है। शायद इसीलिए लोग उसे चुड़ैल कहते हैं। वो यहाँ की इकलौती डॉक्टर है, लेकिन फिर भी मैं उसके पास नहीं जाता क्योंकि मुझे वो बहुत अजीब लगती है। लूफी नामी के पास जाता है। नामी, नामी, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? लूफी नामी को हल्के से थप्पड़ मारने लगता है। ये देखकर सांजी, उसॉप और विवी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। साले लूफी ये क्या कर रहा है तू? पागल वागल है क्या? नामी अपनी आंखों को धीरे से खोलती है। और तुम जग गई नामी, हमें एक डॉक्टर मिल चुका है, चलो वहाँ पर चलते हैं। तुम्हें मिल गया डॉक्टर? हाँ तुमने सही कहा लूफी, हमें जल्दी करना होगा, हम यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकते, हमें विवी की हेल्प करनी है। मैं तुम पे विश्वास कर रही हूँ कैप्टन। ये सुनकर लूफी खुश हो जाता है। ये हुई ना बात नामी, अब सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। सांजी भी इनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है और विवी नामी को लूफी के पीठ के ऊपर बांध देती है। और अब लूफी पूरी तरह से तैयार है नामी को उस माउंटेन पर लेकर जाने के लिए जहाँ पर डॉक्टर कुरेहा है। अगर तुमने अपना मन बना लिया है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। तुम लोग वहाँ पर घूम कर जा सकते हो। अगर सामने से गए तो तुम्हारे लिए खतरा हो सकता है। इस रास्ते पर खतरनाक खरगोश रहते हैं जो कि मीट खाते हैं और अगर तुम्हारा सामना उनसे हो जाता है तो तुम सभी लोग मारे जाओगे। अरे यार खरगोश ही तो है, आएगा तो लात मार के भगा दूंगा उनको। हाँ मुझे लगता है हम लोग ठीक रहेंगे सांजी के होते हुए तो। और अब लूफी और सांजी नामी को ठीक करने के लिए नामी को डॉक्टर कुरेहा के पास लेकर जाने लगते हैं। और अब लूफी और सांजी जितना कर सकते हैं उतना कर रहे हैं नामी के लिए। और अब सब कुछ डॉक्टर कुरेहा के ऊपर डिपेंड करता है, वो बस इसका इलाज कर दे और नामी भी स्ट्रॉन्ग रहे। और हार ना माने, डाल्टन अपने घर जाने लगता है और विवी और उस सबको अपने घर के अंदर इनवाइट करता है। अंदर आ जाओ, बाहर बहुत ठंड है। नहीं अब परेशानी मत उठाइए प्लीज, हम लोग ठीक है। और इनकी ये बात सुनकर डाल्टन भी बाहर जाकर बैठ जाता है इन सभी के सामने। और इस चीज को देखकर विवी और उस स्माइल करते हैं और ये दोनों लूफी और नामी के आने का इंतजार कर रहे थे यहाँ पर खड़े होकर। आज से कुछ समय पहले यहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर हुआ करते थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही डॉक्टर बचा है। अब सारे डॉक्टर यहाँ से चले गए। वो सभी बहुत काबिल डॉक्टर थे। एक टाइम पर ये आइलैंड डॉक्टर्स के लिए बहुत मशहूर हुआ करता था, पर आज से कुछ महीने पहले पूरा शहर बर्बाद हो गया और ये सब कुछ एक पायलट ने किया था। और उस दिन के बाद से यहाँ के लोग जब ये पायलट शब्द भी सुनते हैं तो पूरी तरह से डर जाते हैं। गाँव के सभी लोग बहुत डर रखे हैं। इन सभी को डर है कि वापस से वही ना हो जाए जो कि आज से कुछ महीने पहले हुआ था। वो लोग सिर्फ 5 आदमी थे और उनका कैप्टन खुद को ब्लैक बियर्ड कहकर पुकारता था। उन्होंने पलक झपकते ही पूरे शहर को तबाह कर दिया। विवी और उस ये सुनकर शॉक्ड रह जाते हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी डाल्टन उन सभी को अच्छा आदमी कहकर बुला रहा था। एक सेकंड, वो लोगों ने आपके पूरे शहर को तबाह कर दिया और आप उसे अच्छा कैसे कह सकते हैं? हाँ इसने सही कहा, ये आज तक की सबसे बेवकूफी भरी बात सुनी है मैंने। शायद तुम्हें नहीं पता, यहाँ पर पहले तानाशाही थी और इस आइलैंड का नाम ड्रम आइलैंड था और यहाँ के राजा का नाम वपूल था। और विवी इस बंदे का नाम सुनकर ही समझ जाती है ये वही बंदा है जिसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा था। वही बूढ़ा आदमी जिसके पास डेविल फ्रूट की ताकत है और किसी भी चीज को खा सकता है। वपूल इस ड्रम आइलैंड का किंग हुआ करता था। और इस तरफ हम लूफी और सांजी को देखते हैं। ये दोनों नामी को लेकर पहाड़ के ऊपर बढ़ते जा रहे थे और तभी इनके सामने एक अजीब सा खरगोश आ जाता है और तभी अचानक से इन दोनों के सामने आ जाता है और इन पर हमला करने लगता है। लेकिन लूफी और सांजी इससे बचकर भागने लगते हैं। ये दोनों इसे बहुत बुरे तरीके से इग्नोर कर रहे थे। इस खरगोश को गुस्सा आ जाता है और दोबारा इन पर हमला करने लगता है। लेकिन दोबारा से सांजी और लूफी इसे इग्नोर कर रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मेरी बंदी मेरे मैसेजेस को इग्नोर करती है। अब फाइनली इस रैबिट को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और सांजी पर हमला करता है। और अब सांजी भी बहुत ज्यादा सह चुका था। मुझे परेशान करना बंद करो, और इस रैबिट को एक ही लात में उड़ा देता है। सांजी नामी को दिलासा दे रहा था, हैंग इन देयर नामी, हम बहुत ही जल्द डॉक्टर के पास पहुंचने वाले हैं, तुम चिंता मत करो, बस डटी रहो। लूफी और सांजी जैसे ही थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो इन्हें अपने सामने बहुत सारे खरगोश दिखते हैं और ये सभी लोग अपने साथी का बदला लेने यहाँ पर आ चुके हैं। और ये वही खरगोश है जिसके बारे में डाल्टन बात कर रहा था। और इस तरफ डाल्टन हैरान रह जाता है जब इसे पता चलता है कि इन सभी को भी वपूल के बारे में पता है। उसॉप और वीवी इस बंदे को सब कुछ बता देते हैं वपूल के बारे में कि कैसे अभी इस आइलैंड पर आने से पहले वो लोग वपूल से मिले थे। हमें उसके बारे में ज्यादा नहीं पता है, वो कुछ ड्रम आइलैंड किंगडम के बारे में बता रहा था। और जब हमें वपूल मिला था तो वो खुद को एक पायरेट बुला रहा था। उसने तो ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि वो कहीं का राजा है। वो शायद इस बात को अभी तुमसे छुपाना चाहता होगा। अभी समुद्र में भटक रहा होगा और इस आइलैंड पर आने की कोशिश कर रहा होगा। वो एक नंबर का घटिया राजा है। जब ब्लैक बियर्ड ने हम पर हमला किया तो वो सबसे पहला था जो कि इस राज्य को छोड़कर भागा था। ये किस तरह का राजा है? वो खुद को एक कंट्री का राजा कैसे कह सकता है? जो राजा अपने लोगों को अकेला छोड़कर भाग जाए वो राजा कहलाने के लायक भी नहीं है। दरअसल वीवी खुद एक राजा की बेटी है, तो जब इसने ऐसे घटिया राजा के बारे में सुना तो इसलिए वीवी को गुस्सा आ जाता है। खैर डाल्टन खुश होता है क्योंकि अब फाइनली ब्लैक बियर्ड यहाँ से जा चुका है और वो राजा भी। इस आइलैंड के लोग साथ में मिलकर इस आइलैंड को और भी ज्यादा बेहतर बना रहे हैं, पर अभी भी सभी को डर है कि वपूल दोबारा से इस आइलैंड पर ना आ जाए। और शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर हो जाता है। हम वपूल को देखते हैं जिसे ड्रम आइलैंड
आइलैंड दिख चुका है और बंदा ड्रम आइलैंड की तरफ आगे बढ़ने लगता है। वो देखो हमारा घर आ गया, द ड्रम किंगडम। तो गाइस अब वपूल के आने के बाद ड्रम आइलैंड के लोगों को क्या होने वाला है और क्या लूफी नामी को बचा पाएगा, ये सब जानने के लिए अगला वाला पार्ट नहीं, यही वाला पार्ट देखिए। लूफी और सांजी अपने सामने उन सभी रैबिट्स को देखते हैं। इन रैबिट्स का साइज इंसानों से भी बहुत ज्यादा बड़ा था, लेकिन इस वक्त भी नामी को अलाबास्ता किंगडम की फिक्र हो रही थी। बीवी की हेल्प करनी है। ओए नामी प्लीज अभी सिर्फ अपना ध्यान रखो। हाँ लूफी सही कह रहा है। नामी तुम चिंता बिल्कुल मत करो, बस थोड़ी देर और हम डॉक्टर कुरिया के पास पहुंच जाएंगे। सामने से एक खरगोश आता है। लूफी उसे निपटाने के लिए तैयार था, लेकिन सांजी लूफी को लड़ने से मना करता है। लूफी हम नहीं लड़ सकते। पर क्यों? बेवकूफ, तेरी पीठ के ऊपर नामी है और अगर इस हालत में तू किसी से लड़ता है तो नामी को चोट लग सकती है और शायद वो मर भी सकती है। हाँ सांजी मैं समझ गया, तो नामी को लेकर यहाँ से जा, इन सभी को मैं संभालता हूँ। और सारे खरगोश लूफी और नामी के ऊपर हमला कर देते हैं। लूफी उन सभी को डॉज करते करते यहाँ से भाग रहा होता है और सांजी एक के बाद एक सभी खरगोश को मारते जा रहा था, लेकिन बर्फ की वजह से सांजी अपनी किक को अच्छे से यूज नहीं कर पा रहा था और सभी खरगोश बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। ये सभी एक साथ लूफी और सांजी के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं, लेकिन लूफी प्लान के ऊपर टिका रहता है और लूफी नामी को लेकर बस आगे बढ़ने लगता है, किसी पर भी अटैक नहीं करता है और सांजी इन सभी पर हमला करते जा रहा था। ये दोनों एक खरगोश के ऊपर जंप करके पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं। ये सभी खरगोश इससे बच तो गए थे, लेकिन लूफी इन सभी का मजाक उड़ाने लगता है, जिसकी वजह से ये खरगोश दोबारा से इनके पीछे पड़ जाते हैं। दूसरी तरफ वीवी डाल्टन से पूछती है, वैसे आप लोग है कौन? मेरी बात छोड़ो, तुम अपना देखो। तुम लोग 6 आदमी हो, तुम्हारे पास एक डॉक्टर भी नहीं है और तुम्हें ग्रीनलैंड में सफर करना है। हाँ आपकी बात तो सही है, हमें एक डॉक्टर की जरूरत है। भले ही हमारा ग्रुप थोड़ा सा छोटा है, लेकिन जब तक इनके पास में यानी कि समुद्र का एक बहादुर योद्धा उस इनके साथ खड़ा है, इन्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि इस आइलैंड पर सिर्फ एक ही डॉक्टर होगा, वो भी एक चुड़ैल जो कि उस कासल में रहती है। और तभी सामने से एक आंटी यहाँ पर आ जाती है और डाल्टन से कहती है, डाल्टन जी आप डॉक्टर कुरिया को ढूंढ रहे थे ना? मैंने सुना है वो पास ही के एक गाँव में गई है। और ये सुनकर ये सभी लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। क्या? तो भाई मतलब ये लूफी और सांजी भाई फालतू में नामी को लेकर जा रहे हैं उस पहाड़ पे। उस पहाड़ के ऊपर कोई है ही नहीं, वो बीच अभी पास ही के एक गाँव में गई है। ये सुनकर उसप और वीवी जल्दी से उस डॉक्टर को ढूंढने के लिए यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम एक गाँव को देखते हैं जहाँ पर एक बच्चा रो रहा था, लेकिन दरवाजे के बाहर कोई ये सारी बातें सुन रहा था। ये औरत दिखने में बहुत ज्यादा डरावनी थी और इसके साथ एक रेनडियर भी होता है। ये औरत उस दरवाजे को तोड़कर अंदर आने लगती है और इन सभी से पूछती है, क्या तुम सभी लोग खुश हो? तो गाइस ये है डॉक्टर कुरिया, जो कि है एक चुड़ैल और इसके साथ ये रेनडियर भी है और इस रेनडियर का नाम है चॉपर। डॉक्टर कुरिया को यहाँ पर देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। डॉक्टर कुरिया, अरे भाई क्या तुम सभी लोग मेरी जवानी का राज जानना चाहते हो क्या? मुझे यकीन नहीं होता, ये बुढ़िया 140 साल की है। पागल हो गया है क्या? मैं 139 साल की हूँ, 140 नहीं, समझा ना? मैं एक नौजवान औरत हूँ। कुरिया देखते है कि सामने वही बच्चा रो रहा था और इस तरफ डाल्टन वीवी और उसप को लेकर उसी गाँव के अंदर जाने लगता है जहाँ पे डॉक्टर कुरिया है इस वक्त। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें पहचानने में गलती कर दी। अरे नहीं, इसमें आपकी गलती नहीं है। अगर आपकी जगह हम होते तो हम भी यही करते। इस तरफ डॉक्टर कुरेहा और चॉपर उस बच्चे की हेल्प करने लगते हैं। डॉक्टर कुरेहा इसका इलाज करती है और इसके बदले में इस बच्चे के पापा से इस पूरे के पूरे रेस्टोरेंट की 50% इनकम मांगती है। ये पागल है क्या? ए मालिक, इसकी बात तुम्हें मत आना, ये औरत बस मौके का फायदा उठा रही है। लेकिन तभी ये बच्चा जग जाता है। मैं अब बेहतर महसूस कर रहा हूँ, कितना अच्छा लग रहा है। ये सुनकर इस बच्चे का बाप खुश हो जाता है। ठीक है, अगर तुम 50% नहीं दे सकते तो 49% दे देना। ठीक है डॉक्टर कुरेहा, मैं आपको वो पैसे दे दूंगा। और पैसे लेकर डॉक्टर कुरेहा और चॉपर यहाँ से चले जाते हैं और इस तरफ हम जोरो को देखते हैं जो कि ट्रेनिंग कर रहा होता है और इस बंदे को अब ठंड लगनी शुरू हो चुकी है। कारो, मैं लूफी के पास जा रहा हूँ, मेरे साथ चलो जल्दी। कारो नीचे की तरफ दिखता है और उसे जोरो दिखाई नहीं देता है और इसे लगता है कि जोरो पानी के अंदर डूब चुका है और जोरो को बचाने के लिए पानी के अंदर कूद जाता है। और इस तरफ लूफी और सांजी के पीछे वो खरगोश अभी तक पीछे पड़े हुए थे, लेकिन तभी वो खरगोश अपनी जगह पर खड़े होकर कूदना शुरू कर देते हैं। इन दोनों को समझ में नहीं आता कि आखिर ये कर क्या रहे हैं, ये लोग कूद क्यों रहे हैं भाई। ओह शिट, लगता है मैं समझ चुका हूँ ये क्या करने वाले हैं। इस तरफ वीवी डाल्टन से पूछती है, मुझे सच बताइए, आप है कौन? आप यहाँ के नहीं लगते हैं, आप बाकी गाँव वालों से बहुत अलग हैं। हाँ, जिस तरह से आप बात करते हैं आप किसी सैनिक से कम नहीं लगते। सच्चाई तो ये है, मैं वपूल का एक सेनापति था। वपूल का भी नहीं, उसके पापा का। लेकिन जब उसके पापा मरे तो उसका वो नालायक बेटा वपूल राजा बन गया और उसने इस पूरे देश को बर्बाद कर दिया। यहाँ तक कि यहाँ पर जितने भी डॉक्टर थे उन सभी को इस बंदे ने मरवा दिया, सिर्फ 20 डॉक्टर्स को छोड़कर। इसके पास सिर्फ 20 डॉक्टर हैं जो कि इसके प्राइवेट डॉक्टर्स हैं और सिर्फ इसी की देखभाल करते हैं। और जब भी इस देश का आदमी कोई बीमार हो जाता था और जब तक वपूल के सामने गिड़गिड़ाता नहीं था तब तक ये वपूल उसकी मदद नहीं करता था। तुम समझ ही सकते हो कि वो कितना घटिया आदमी था। कोई राजा ऐसा कैसे कर सकता है जो किसी की मदद न करे, जरूरत पड़ने पर सबको छोड़कर भाग जाता है। ऐसे राजा से बेहतर है कि कोई राजा हो ही ना। इस तरफ कुरेहा अपने महल की तरफ जा रही होती है और इस तरफ जोरो रास्ता भूल चुका था, लेकिन तभी इसके सामने डॉक्टर कुरेहा आ जाती है। जोरो इसे देखकर थोड़ा सा खुश हो जाता है। लगता है मैं बच गया। दादी अम्मा, मुझे माफ करना, क्या मुझे बता सकती है कि यहाँ आसपास कोई गाँव वगैरह है क्या? मेरे पास आओ। और ऐसा बोलकर जोरो के मुंह पर एक पंच मार देती है और जोरो दूर जाकर गिरता है और ये औरत यहाँ से भाग जाती है। ये कैसी बुढ़िया है, पागल हो गया। और इस तरफ वपूल और उसके साथ ही ड्रम आइलैंड पर पहुंच चुके हैं और इस बंदे ने आते ही यहाँ के बहुत सारे विलेजर्स को मार
मार दिया। इस आइलैंड के बॉर्डर पर जितने भी लोग खड़े थे उन सभी को ये वपूल मार देता है और वपूल एक अजीब से जानवर के ऊपर बैठकर ड्रम आइलैंड के अंदर जाने लगता है। लेकिन तभी उसमें से एक बंदे की नजर लूफी के शिप के ऊपर जाती है। सर ये तो उन्हीं की शिप है जो कि हमें अभी थोड़ी देर पहले मिले थे। अच्छा, तो मूगीवारा और उसके दोस्त यहीं पर हैं। तो गाइस मूगीवारा का मतलब स्ट्रॉ हैट होता है और स्ट्रॉ हैट का मतलब है लूफी। लूफी को मूगीवारा भी कहते हैं। वपूल भूला नहीं था कि कैसे लूफी ने इसकी बैंड बजाई थी और ये बंदा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं उससे बदला जरूर लूंगा। इसके बाद डाल्टन वीवी और ऊसॉप को उसी जगह पर लेकर आ जाता है जहाँ पर डॉक्टर कुरेहा गई थी। लेकिन अभी तक डॉक्टर कुरेहा इस बच्चे को ठीक करके यहाँ से जा चुकी थी और तभी दरवाजे पर एक आदमी आता है जिसे बहुत ज्यादा चोट लगी हुई थी। ये सुरक्षा दल का ही एक आदमी था जो कि बॉर्डर पर पेट्रोलिंग करता है। डाल्टन उसे संभालता है और उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी ये हालत किसने की? हाँ, सर मुझे छोड़कर सभी लोग मारे गए सर। एक अजीब सी शिप आई और उन्होंने सभी को मार दिया। डाल्टन सर हमारी मदद कीजिए, हम उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो लोग दोबारा से आ गए। ये सुनकर डाल्टन समझ जाता है कि वपूल ड्रम आइलैंड में वापस आ चुका है। डाल्टन भागकर वपूल के पास जाने लगता है। डाल्टन अपना मन बना लेता है कि कैसे भी करके आज वो वपूल को मार ही डालेगा। और तभी हम देखते हैं कि डाल्टन धीरे धीरे एक जानवर में बदलने लगता है। इसके बाद हम सांजी को देखते हैं। सांजी बहुत ज्यादा डरा हुआ लग रहा था और सामने देखते हैं कि एक बर्फ का तूफान यानी कि एवलांच इनकी तरफ ही आ रहा है। लूफी इस चीज को देखकर हैरान रह जाता है। सांजी अब क्या करेंगे? लूफी और सांजी उस एवलांच से बचने की पूरी कोशिश करते हैं। लूफी चाहे कुछ भी हो जाए नामी सान को मरने मत दियो, नामी की रक्षा करना, चाहे उसमें तुम्हारी जान ही क्यों ना चली जाए। हम देखते हैं कि ये बर्फ का तूफान आगे बढ़ता जा रहा था। लूफी को सामने एक पत्थर दिखाई देता है जो कि बहुत ऊंचाई पर था और इस बर्फ के तूफान से बचने का इन्हें बस यही एक रास्ता दिखाई दे रहा था। ये दोनों अपनी पूरी जान लगाकर उस पहाड़ी के ऊपर भागने लगते हैं। तूफान की स्पीड भी बढ़ते जा रही थी और दोनों कैसे भी करके उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर चढ़ने के बाद इन्हें रियलाइज होता है कि इतनी ऊंचाई काफी नहीं है। अरे यार ये उतना ऊंचा नहीं है सांजी। और ये बर्फ का तूफान इन दोनों को अपने साथ लेकर चला जाता है। इस तरफ सभी गाँव वाले घबरा रखे हैं क्योंकि इन्हें पता चल चुका है कि वपूल वापस आ चुका है। वपूल वापस आ चुका है। डाल्टन सर जल्दी बिग हॉर्न की तरफ चलिए, हम उसे मार डालेंगे, हम उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाले। सभी लोग बिग हॉर्न की तरफ चलो। और हम डाल्टन को देखते हैं जो कि एक अजीब से जानवर में बदल चुका है। डाल्टन तेजी से वपूल की तरफ आगे बढ़ता जा रहा था। वपूल गांव के अंदर आ चुका है और गांव के अंदर एक घर को खाने लगता है। ये कितना स्वादिष्ट है मेरे देशवासियों। भले ही हनी सिंह का कमबैक हो या ना हो, लेकिन मेरा कमबैक हो चुका है। हनी सिंह कभी गया ही नहीं था, उसके गाने हमेशा चलते थे और हमेशा चलते रहेंगे। लव यू हनी पाजी। तो तुम लोग बताओ यहाँ पर सबसे ताकतवर कौन है? इस बंदे का एक आदमी कहता है। आप महाराज, और कौन हो सकता है? इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन गुस्ताखी माफ हो महाराज, मुझे अभी अभी पता चला है कि मूगीवारा और उसके दोस्त हमारे महल की तरफ जा चुके हैं। अच्छा, लेकिन ऐसा क्यों? महाराज सूत्रों से ये खबर मिली है, उनकी एक दोस्त बीमार है और उसी का इलाज करने के लिए ऊपर जा रहे हैं उस कासल की तरफ। जाने दो, कितने बेवकूफ हैं। शायद उसे पता नहीं इस आइलैंड के सभी डॉक्टर्स मेरे पास हैं। गुस्ताखी माफ हो महाराज, पर मुझे पता चला है कि वहाँ पर डॉक्टर कुरेहा रहती है। हाँ वही डॉक्टर जिसे हम लोग पकड़ नहीं पाए थे। क्या वो बुढ़िया मेरे आलीशान महल में क्या कर रही है? उस मूगीवारा को खत्म करने के बाद मैं उसे भी खा जाऊंगा। मेरे महल की तरफ चलो। और तभी डाल्टन यहाँ पर आ जाता है और आने के साथ ही वपूल के ऊपर हमला कर देता है। मैं आज तुम्हें मारने के लिए यहाँ पर आया हूँ। अच्छा, तो तुम जिंदा हो? हाँ, वपूल समा को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हम देखते हैं कि कुछ डॉक्टर से सामने आते हैं और वो लोग वपूल को पल भर में ही ठीक कर देते हैं और वपूल वापस से खड़ा हो जाता है। वपूल, मुझे लगता है हम दोनों को इस आइलैंड को छोड़कर भाग जाना चाहिए। डाल्टन सर ये क्या कह रहे हो आप? जिस इंसान को इस आइलैंड को छोड़कर जाना चाहिए वो वपूल है, आप नहीं। यकीन नहीं होता, तुम बिना डॉक्टर के इतने महीने से जी रहे हो, लेकिन अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और अब से तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें अपने डॉक्टर्स को इस्तेमाल करने दूंगा, बस तुम्हें मुझसे भीख मांगनी होगी। तो अब तुम लोग खुश हो ना? इसे मार दो जल्दी। डाल्टन अपनी जानवरों वाली फॉर्म में आ जाता है। दरअसल डाल्टन ने एक डेविल फ्रूट खाया है जिसकी वजह से डाल्टन एक जानवर में बदल सकता है और डाल्टन एक ही झटके में बहुत सारे लोगों को मार देता है। लेकिन तभी ये अजीब से दिखने वाला आदमी अपना धनुष निकालता है और डाल्टन की जगह उसके लोगों पर हमला कर देता है। इस बंदे को इस बात के बारे में अच्छे से पता था कि डाल्टन अपने लोगों को बचाने के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकता है और होता भी ठीक ऐसा ही है। अपने लोगों के सामने डाल्टन आ जाता है और वह सारे तीर अपने ऊपर ले लेता है और डाल्टन नीचे जमीन पर गिर जाता है और ये देखकर वपूल बहुत ज्यादा खुश था। ये क्या हो रहा है? एक अर्थक्वेक? इन सभी को रियलाइज हो जाता है कि एक अर्थक्वेक आ रहा है। इस तरफ जोरो एक हाथ पर खड़ा होके पुशअप्स मार रहा था। 25,633। भाई साहब ये 25,000 पुशअप्स मार चुका है भाई। जोरो कितना ताकतवर है भाई ये। इस वक्त जोरो उसी पहाड़ पर था जहाँ पर वो एवलांच आ रहा है और देखते ही देखते जोरो भी उसी तूफान के अंदर बह जाता है। इस तरफ लूफी और सांजी इन दोनों को एवलांच हिट कर चुका था और ये दोनों हवा में थे। सांजी उस एवलांच के साथ बहते जा रहा था। लूफी अपना हाथ बड़ा करके सांजी को पकड़ लेता है और सांजी और लूफी एक क्रिसमस ट्री के ऊपर राइड करके खड़े हुए थे और सांजी कहता है हम कितने करीब आ चुके हैं, इस चीज को भी अभी होना था क्या? वो देखो वो रहा सामने कासल। और सिचुएशन को और भी ज्यादा खराब करने के लिए खरगोश यहाँ पर आ जाते हैं। ये दोनों भी लूफी और सांजी की तरह एक लकड़ी के ऊपर खड़े होके सर्फिंग कर रहे थे और लूफी और सांजी के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। अरे यार इनकी दिक्कत क्या है? लूफी कैसे भी करके हर चीज को संभाल रहा था लेकिन ये खरगोश इनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। और तभी सांजी देखता है कि उसके सामने एक बहुत बड़ा पत्थर है और अगर लूफी और नामी इस चीज से टकराते हैं तो शायद नामी की मौत हो सकती है। सांजी बुरी तरह से डर जाता है और
डिसाइड करता है कि वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर देगा। लगता है मुझे इन्हें बचाना होगा। और सांजी लूफी और नामी को पकड़कर दूर फेंक देता है। लूफी और नामी बच तो जाते हैं, लेकिन सांजी उस पत्थर से टकरा जाता है और सांजी बुरी तरह से घायल हो जाता है और उस एवलांच के साथ बहने लगता है। लूफी नामी को लेकर उस पत्थर के ऊपर चढ़ चुका था। सांजी को बचाने के लिए अपने हाथ को बड़ा करता है। सांजी बेवकूफ, ये ऐसी चीजें मत किया करो, मुझे बिना बताए जल्दी मेरा हाथ पकड़ो। सांजी लूफी का हाथ पकड़ लेता है और इसे लगता है कि इसने सांजी को बचा लिया है, पर लूफी के हाथ में सांजी का सिर्फ एक ग्लव होता है, जिसका मतलब है कि सांजी इस एवलांच के साथ बह चुका है। हम देखते हैं कि बर्फ का तूफान उस गांव की तरफ आगे बढ़ने लगता है जहां पर वपूल और वो सभी लोग थे। हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, जल्दी यहाँ से भागो। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये एवलांच सभी लोगों को निगल जाता है, इंक्लूडिंग वपूल। और इस तरफ प्रिंसेस वीवी और उसॉप उस एवलांच से बचकर भाग रहे थे, लेकिन ये दोनों भी उस एवलांच से बच नहीं पाते हैं और एवलांच इन दोनों को भी निकल जाता है। कुछ समय के बाद एवलांच थम जाता है। हर जगह बहुत शांति है। हम लूफी को देखते हैं। लूफी नामी को एक जगह पर लेटाकर कहता है, नामी बस थोड़ी देर और, मैं सांजी को भी लेकर आता हूँ। और लूफी सांजी को ढूंढने के लिए चला जाता है और हम देखते हैं कि पूरा गांव बर्फ से ढक चुका था। लेकिन तभी हम वपूल को देखते हैं और अपनी डेविल फ्रूट की पावर का यूज करके अपने ऊपर पड़ी बर्फ को खा लेता है। और हम देखते हैं कि इसके दोनों चेले भी जिंदा है और इसने इन दोनों को अपने मुंह के अंदर छुपा कर रखा हुआ था। मैं उस मूगीवारा को छोड़ूंगा नहीं। गुस्ताखी माफ महाराज, लेकिन इस बार उसकी गलती थोड़ी थी। नहीं, पक्का वो मूगीवारा ही होगा जो कि अपने साथी के साथ उस पहाड़ के ऊपर चढ़ा और कूदने लगा, जिसकी वजह से ये एवलांच आया। अब वो नहीं बचने वाला। और इस तरफ हम उसी खरगोश को देखते हैं। उसका एक साथी बर्फ के नीचे दबा हुआ था और एक खरगोश पूरी कोशिश कर रहा था उसे बाहर निकालने की, लेकिन ये बेचारा कुछ नहीं कर पा रहा था। और तभी लूफी यहाँ पर आ जाता है। लूफी ने सांजी को ढूंढ लिया था और नामी के साथ जा रहा था। लूफी को देखकर ये खरगोश डर जाता है। इसे लग रहा था कि लूफी इन्हें मारने आया है यहाँ पर। और ये नन्हा खरगोश अपने साथी को घेर कर खड़ा हो जाता है। लूफी सामने से चलकर आ रहा था और अपना हाथ आगे बढ़ाता है इस खरगोश की तरफ। ये देखकर ये खरगोश डर जाता है और हम देखते हैं कि लूफी उस बड़े खरगोश को बाहर निकाल देता है उस बर्फ से और इसकी हेल्प करके बिना कुछ कहे यहाँ से चला जाता है। ये दोनों रैबिट्स सोचने लग जाते हैं कि क्या लूफी सच में इतना बुरा है क्या। लूफी डॉक्टर कुरेहा वाले पहाड़ के बहुत करीब पहुंच जाता है, लेकिन तभी वपूल इसके सामने आ जाता है अपने दोनों साथियों के साथ। लेकिन लूफी इसे भी इग्नोर करके बस आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था। ये देखकर वपूल को बहुत गुस्सा आ जाता है। रुक जाओ वहीं पर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की? हाँ, मेरे रास्ते से हट जाओ। मैं तेरे रास्ते से हट जाऊं? पागल हो गया है क्या? अगर मुझे जाना ही होता तो यहाँ पर क्यों आता? लेकिन लूफी इसे कुछ नहीं कहता है और फिर से इसे इग्नोर करके आगे बढ़ने लगता है उस कासल की तरफ। ये देखकर वपूल हक्का बक्का रह जाता है। मुझे लगता है एक नया कानून लेकर आना पड़ेगा। जो भी कोई राजा को इग्नोर करेगा वो मारा जाएगा। वपूल इस नए कानून को लूफी को बताना चाहता था, लेकिन लूफी अभी भी इसे इग्नोर करके बस आगे बढ़ता जा रहा था। तुम अभी भी मुझे इग्नोर कर रहे हो? तुम दोनों अभी के अभी इसे मार डालो। वपूल के चेले लूफी पर हमला करना शुरू कर देते हैं। लूफी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन लूफी किसी भी हमले का जवाब नहीं दे रहा था, क्योंकि लूफी को सांजी के साथ किया हुआ वादा याद आ रहा था। उसकी पीठ के ऊपर जब तक नामी है तब तक लूफी लड़ाई नहीं करेगा। वपूल और उसके साथी लूफी की चुप्पी को उसकी कमजोरी समझने लगते हैं और उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। लूफी इनके हमले से बार बार बच रहा था और तभी वपूल का बड़ा सा मुंह लूफी के सामने आ जाता है और लूफी को खाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी दो खरगोश यहाँ पर आ जाते हैं और ये दोनों खरगोश वपूल के दोनों साथियों पर हमला कर देते हैं। हम देखते हैं कि इनमें से एक खरगोश के ऊपर वही नन्हा खरगोश था जिसकी हेल्प लूफी ने की थी। ये खरगोश लूफी की हेल्प करने यहाँ पर आए हैं क्योंकि लूफी ने अभी थोड़ी देर पहले इनकी हेल्प की थी। लूफी ये देखकर बहुत खुश हो जाता है, तुम्हारा शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। और ऐसा बोलकर लूफी आगे बढ़ने लगता है। वपूल को ये देखकर गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसी के देश के खरगोश उस पर हमला कर रहे थे। वपूल उन्हें देशद्रोही घोषित कर देता है और वपूल के साथी इन पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर और भी खरगोश आने लगते हैं। इस तरफ लूफी बहुत मुश्किल से इन दोनों को उठाकर आगे बढ़ता जा रहा था और अब फाइनली लूफी पहुंच चुका है उस पहाड़ के आगे जहाँ पर डॉक्टर कुरेहा रहती है। लूफी नामी को अपनी पीठ के ऊपर और भी ज्यादा कसके बांध लेता है और सांजी को अपने मुंह के अंदर भर लेता है और उस पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगता है। इस तरफ हम वीवी को देखते हैं जो कि उस एवलांच से बच चुकी है। ये उसॉप को ढूंढ रही थी और तभी इसे उसॉप का मतलब नाक दिखता है। भाई क्या सोच रहे थे लोग? और उसॉप की नाक को पकड़कर इसे बर्फ से बाहर निकाल देती है। उसॉप नहीं, उसॉप जाग जाओ, मरना मत। उसॉप देखो नामी ठीक हो गई, जल्दी उठ जाओ। वीवी उसॉप को इतनी प्यार से जगाती है कि इसकी हालत कुछ ऐसी हो जाती है। शुक्रिया वीवी, तुमने मुझे बचा लिया, पर मेरा चेहरा थोड़ा सा सूज चुका है। भाई इन्होंने ऐसा कैसे कर लिया? भाई उसॉप का चेहरा क्यों सूज रखा है? ऐसा क्या हुआ है? खैर, और तभी जोरो भी बर्फ तोड़कर इनके सामने खड़ा हो जाता है। ये कितना करीब था। क्या मैं जिंदा हूँ? जोरो उसॉप को देखता है लेकिन ये पहचान नहीं पाता उसॉप को क्योंकि इसका चेहरा अभी सूज रखा है। दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं और तभी इसकी नजर उसॉप की नाक पर जाती है जिससे कि जोरो को समझ में आ जाता है कि ये उसॉप है। ये तो उसॉप है। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? साले जोरो, तुझे मेरी नाक नहीं दिखती क्या? इतनी बड़ी है, कैसा दोस्त है तू? दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वपूल ने सभी खरगोशों को मार दिया है और लूफी से बदला लेने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। लूफी अपनी पूरी जान लगाकर उस पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा होता है, लेकिन कुछ देर चढ़ने के बाद सांजी लूफी के मुंह से नीचे गिर जाता है। लूफी अपने गले को टच करता है और सांजी को दोबारा से पकड़ लेता है। इस तरफ जोरो, उसॉप और वीवी आगे बढ़ने लगते हैं और आगे बढ़ते हुए सामने देखते हैं कि एक गाँव है। अरे वो देखो, ये तो वही गाँव है जहाँ हम पहली बार आए थे। ये पूरा गाँव बर्फ में डूबा हुआ था। सामने सभी विलेजर्स खड़े हुए थे और सुरक्षा दल का एक आदमी कहता है, डाल्टन अब नहीं रहा और राजा वपूल यहाँ पर आ चुके हैं। तुम्हारा राजा यहाँ से जा चुका है। डाल्टन इस बर्फ के नीचे अभी कहीं पर दबा होगा। बेचारा। सभी लोग पीछे हट जाओ और अपने राजा के सामने अपना सर झुकाओ। तुम लोगों का सिर्फ एक ही राजा है और वो है राजा
हुआ पूल। और अगर किसी को इनकी हुकूमत से परेशानी है तो सामने आओ। जोरो भी ये सब कुछ देख रहा होता है और देखता है कि ये लोग वही हैं जिन्होंने वीवी के ऊपर गोली चलाई थी। और जोरो बिना कुछ सोचे समझे इस बंदे पर हमला कर देता है और उनमें से एक को मारकर इसकी जैकेट ले लेता है। कितना गर्म है, मैं इसे ले रहा हूँ। ये देखकर इस बंदे के सभी साथी हैरान हो जाते हैं और जोरो पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। लगता है तुम लोग अभी भी नहीं समझे। ये सभी लोग जोरो पर हमला करने लगते हैं और जोरो इनमें से 3 बंदों की तलवारें छीन लेता है। तो गाइस अब जोरो के पास 3 तलवारें हैं और आप जानते हैं कि अब क्या होने वाला है। जोरो ओनिगिरी का यूज करके एक ही बार में इन सभी को खत्म कर देता है। सभी गाँव वाले ये देखकर हैरान रह जाते हैं, यहाँ तक कि प्रिंसेस वीवी भी ये देखकर हैरान हो जाती है। शाबाश जोरो, मुझे तुम पर गर्व है। चलो अब डाल्टन को ढूंढा जाए। और ये सभी लोग बर्फ में फंसे डाल्टन को ढूंढने लगते हैं। उसप और वीवी भी इस काम में लग जाते हैं। इस तरफ हम देखते हैं कि लूफी अभी भी उस पहाड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। ठंड की वजह से लूफी का पूरा शरीर लाल हो चुका था। लूफी को पहाड़ की चोटी अपने बहुत करीब दिख रही थी और अपनी पूरी ताकत से ऊपर बढ़ रहा होता है। लेकिन तभी लूफी का हाथ फिसलने लग जाता है और नीचे की तरफ गिरने लगता है। लूफी के हाथ और पैर घिसने लगते हैं और उनसे खून आना शुरू हो जाता है। लेकिन फिर भी लूफी हार नहीं मानता। लूफी दर्द से चिल्लाने लगता है, लेकिन फिर भी कैसे भी करके खुद को संभालता है। लूफी हार नहीं मानता और इतनी नीचे आने के बाद भी वापस से उस पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगता है। लूफी की शक्ल नीली पड़ने लगती है। लूफी की बॉडी पूरी तरह से लाल हो चुकी थी और लूफी अपनी पूरी जान लगाकर पहाड़ी के ऊपर पहुंच जाता है। और लूफी सांजी और नामी को नीचे जमीन पर रखता है। लूफी बहुत ज्यादा थक जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। डॉक्टर प्लीज नामी की। लूफी जहाँ पर बेहोश हुआ था वो इस पहाड़ी का कोना था और वहाँ की बर्फ कट के नीचे गिरने लगती है। लूफी भी नीचे गिरने लगता है, लेकिन तभी लूफी का हाथ एक बड़ा सा जानवर पकड़ लेता है और ये कोई और नहीं बल्कि चॉपर है, जो कि डॉक्टर कुरेहा के साथ रहता है। और ये बंदा बहुत ही जल्द हमारे क्रू को ज्वाइन भी करने वाला है। चॉपर लूफी को नीचे गिरने से बचा लेता है। तो गाइस अपना लूफी फाइनली बहुत मुश्किल से नामी को डॉक्टर कुरेहा के पास लेकर आ चुका है। अब थोड़ी देर बाद हम नामी को देखते हैं। नामी किसी जगह पर लेटी हुई थी और पहले से बेहतर महसूस करने लगती है। नामी अपनी आंखें खोलती है और अपने सामने एक रेनडियर को देखती है और ये रेनडियर अपने दोनों पैरों के ऊपर खड़ा हुआ है। तो गाइस इस रेनडियर का नाम चॉपर है। चॉपर नामी को जगा हुआ देखकर डर जाता है और अपने आप को छुपाने के लिए पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। नामी को बिना मेकअप के देखकर ये डर जाता है। तुम कितने स्लो हो और पूरी तरह से छुपे भी नहीं हो। खैर तुम्हारा नाम क्या है और तुम हो क्या? इंसान चुप हो जाओ, बस इतना बताओ तुम्हारा फीवर कैसा है? चॉपर बिना जवाब सुने पीछे मुड़कर भागने लगता है और पूरे रूम में घूमना शुरू कर देता है। भाई कितना अजीब है ये, कर क्या रही है? ये सारी आवाजें सुनकर डॉक्टर कुरेहा सामने आती है और ये बेवड़ी रम पी रही होती है। लगता है तुम्हारा बुखार थोड़ा कम हो चुका है लड़की, क्या तुम ठीक हो? डॉक्टर कुरेहा नामी के सर को टच करती है। 38.2 डिग्री। पहले से बेहतर हो तुम अब, पर अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो। कितनी स्वादिष्ट है ये रम। आंटी जी आप हैं कौन? मेरा नाम डॉक्टर कुरेहा है, मैं एक डॉक्टर हूँ, पर तुम मुझे डॉक्टर राइन कहकर पुकार सकती हो। मेरे साथ मेरे 2 साथी भी थे, वो लोग कहाँ पर हैं? हाँ वो दूसरे कमरे में अभी सो रहे हैं। हश, चलो शुक्र है। तुम्हारा ये बुखार एक कीड़े के काटने की वजह से हुआ था। उस कीड़े का नाम कैस्टिया है, जो कि 100 सालों पहले विलुप्त हो चुका है। उसी की वजह से तुम्हें 40 डिग्री का बुखार हुआ था बच्ची। वैसे अगर तुम्हें ट्रीटमेंट ना भी मिलता तो 2 दिनों बाद अपने आप ही ठीक हो जाती, क्योंकि 2 दिन बाद तुम मारी जाती। नामी इस बात को सुनकर हक्की बक्की रह जाती है। ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि तुम जंगल या किसी एंशिएंट आइलैंड में घूम रही होगी बच्ची। और नामी को याद आता है कि लिटिल गार्डन में ये बिना कपड़ों की थी और बहुत अच्छी लग रही थी वैसे तो, और शायद उसी वक्त एक कीड़े ने इसे काट लिया होगा। डॉक्टर कुरेहा नामी को बेड के ऊपर लिटा देती है। तुम आराम करो, तुम्हें यहाँ पर 3 दिन तक आराम करना होगा। क्या मैं 3 दिन यहाँ पर नहीं रह सकती? मुझे वीवी के साथ अलाबास्ता जाना है, जल्द से जल्द मुझे उसकी मदद करनी है। लेकिन डॉक्टर कुरेहा इसे बेड के ऊपर लेटाकर धमकी देने लगती है, अगर तुम यहाँ से हिली तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, समझी ना? मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती। हम चॉपर को देखते हैं जो कि लूफी और सांजी के रूम में था। चॉपर लूफी को ध्यान से देख रहा होता है। मैंने आज तक ऐसा इंसान नहीं देखा है। ये अभी थोड़ी देर पहले 5000 फीट पर 2 इंसानों को अपने साथ लेकर आया। और हम देखते हैं कि लूफी अपने होश में नहीं होता है और उसकी पूरी बॉडी फ्रॉस्ट बाइट से कवर हो चुकी थी। इसका पूरा शरीर जम चुका था और सांजी की 6 रिब्स टूट चुकी थी और इसकी स्पाइनल कॉर्ड भी फ्रैक्चर हो चुकी थी। लेकिन नामी की हालत सबसे ज्यादा खराब थी। नामी बस मरने ही वाली थी और जब डॉक्टर कुरेहा नामी का इलाज करने के लिए बाहर आती है तो लूफी डॉक्टर कुरेहा का हाथ पकड़ लेता है और डॉक्टर कुरेहा समझ जाती है कि लूफी क्या कहना चाहता है। तुम चिंता मत करो, मैं इन दोनों को बचा लूंगी बच्चे, तुम चिंता मत करो। लूफी ने अपने दोस्तों के लिए ये सब कुछ किया और ये सारी बातें चॉपर के दिमाग में घूम रही थी। और देखते ही देखते लूफी को होश आने लगता है और जैसे ही लूफी अपनी आंखें खोलता है तो उसकी नजर चॉपर पर जाती है। ये कितना बढ़िया मीट होगा। चॉपर इसके इरादे समझ जाता है कि ये इसे खाना चाहता है और जब चॉपर पीछे जाता है तो सांजी भी सोच रहा होता है अगर मीट को 3 घंटे तक उबाला जाए तो उसका टेक्सचर बहुत बढ़िया हो जाता है, बहुत ही ज्यादा टेंडर और स्वादिष्ट। और सांजी के चेहरे पर एक शैतानी हंसी आ जाती है। लूफी के मुंह में पानी आने लगता है, मीट इतना स्वादिष्ट लग रहा है। चॉपर पसीने पसीने हो जाता है। लूफी और सांजी इसे खाने का प्लान कर रहे थे।
चॉपर बेचारा अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगता है। सांजी और लूफी चॉपर के पीछे सांजी और लूफी चॉपर के पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं। लूफी से रुका नहीं जाता और चॉपर का हाथ खाने लगता है और सांजी लूफी से कहता है रुक जा लूफी, इससे पकाकर खाएंगे, कच्चा खाने में ज्यादा मजा नहीं आएगा। चॉपर भागता भागता नामी के रूम में घुस जाता है। लूफी देखता है कि नामी पूरे तरीके से ठीक हो चुकी है। नामी तुम ठीक हो गई? नामी कैसे हो? शुक्र है तुम ठीक हो गई। अब मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही स्वादिष्ट डिश बनाने वाला हूँ नामी, एक रेनडियर की डिश। वो खाकर तुम बेहतर महसूस करोगी। और इन दोनों का ध्यान वापस से चॉपर की तरफ जाता है और चॉपर के पीछे दोबारा से भागने लगते हैं। वही बेचारा चॉपर अपनी जान बचा के भाग रहा है यार। नामी डॉक्टर कुरेहा से चॉपर के बारे में पूछती है कि आखिर वो रेनडियर है कौन और वो इंसानों की तरह बात कैसे कर सकता है। हाँ लगता है मुझे तुम्हें बताना ही पड़ेगा। दरअसल उस रेनडियर का नाम चॉपर है और वो बस एक नीले नाक वाला रेनडियर है। और कमाल की बात तो ये है कि वो हम इंसानों की तरह बोल सकता है। वो कोई नॉर्मल रेनडियर नहीं है, उसने ह्यूमन फ्रूट खाया है जो कि एक डेविल फ्रूट है और उस डेविल फ्रूट की वजह से इंसानों की तरह बोल सकता है। मैंने उसे वो हर एक चीज सिखाई जो कि मुझे आती थी। चॉपर हमेशा मेरी हेल्प करता है, लेकिन चॉपर के दिल के अंदर कुछ ऐसे घाव हैं जिन्हें मैं भी ठीक नहीं कर सकती। इस तरफ हम वपूल को देखते हैं जो कि उसी पहाड़ के बाहर आ चुका है जहाँ पर डॉक्टर कुरेहा का कासल है। इस तरफ प्रिंसेस वीवी और उसॉप डेल्टन को ढूंढ रहे थे। डेल्टन सान मरना मत। और फाइनली बहुत ज्यादा मेहनत के बाद गांव वाले उसे ढूंढ लेते हैं, लेकिन हालात बहुत खराब होते हैं। डाल्टन की हार्ट बीट काम नहीं कर रही थी। इस बंदे का दिल काम करना बंद कर चुका था। ये देखकर वीवी और उसॉप बहुत परेशान हो जाते हैं। इस तरफ लूफी डॉक्टर कुरेहा से बात करने की कोशिश करता है। बूढ़ी अम्मा जी प्लीज हमें एक डॉक्टर की जरूरत है, प्लीज हमारे क्रू को ज्वाइन कर लीजिए। एक सेकंड, तुमने अपना नाम क्या बताया? लूफी है ना? हाँ जी। और तुमने मुझे अभी क्या कहा? एक बूढ़ी अम्मा है ना? मेरी बात ध्यान से सुन ले, मैं कोई बुढ़िया नहीं हूँ। और डॉक्टर कुरेहा लूफी को एक पंच मारकर इसे दीवार से चिपका देती है। मैं अभी भी जवान हूँ समझा, मैं अपने 130s में हूँ। क्या बात है बूढ़ी अम्मा। और इस बात पर सांजी के भी एक पंच पड़ जाता है। चॉपर ये सब कुछ पीछे खड़ा होकर देख रहा था और इसे समझ में आ जाता है कि लूफी और सांजी पायरेट्स हैं। और इन दोनों का ध्यान वापस से चॉपर के ऊपर चला जाता है और इन्हें याद आता है कि ये तो चॉपर को पकड़ने वाले थे, इसे मीट बनाकर खाने वाले थे भाई। और ये दोबारा से चॉपर के पीछे पड़ जाते हैं। रुक जाओ तुम दोनों, उसे खाने से पहले मैं तुम्हें खा जाऊंगी। डॉक्टर कुरेहा अपने हाथ में 2 तलवारें लेती है, जिसे देखकर लूफी और सांजी अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगते हैं। कहाँ भाग रहे हो? अब इधर आओ। इस तरफ नामी के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था, जिसकी वजह से इसे ठंड लग रही थी। नामी उस दरवाजे को बंद करने के लिए उठती है, लेकिन चॉपर इसे ऐसा करने से मना कर देता है। ए लड़की, तुम अभी भी बीमार हो समझी, बेड पर ही पड़ी रहो। वैसे तुम ठीक तो हो रही हो, डॉक्टर राइन की दवाइयों की वजह से काफी जल्दी रिकवर हो रही हो, लेकिन अभी भी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हुई हो। तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए नादान इंसान। शुक्रिया तुम्हारा, तुम ही ने मेरा ख्याल रखा ना। चुप हो जाओ तुम, मैं एक इंसान से थैंक यू नहीं सुनना चाहता। लेकिन चॉपर की शक्ल से पता चल रहा था कि नामी से अपनी तारीफ सुनकर ये बंदा बहुत ज्यादा खुश था। शुक्रिया। इस तरफ सांजी और लूफी के पीछे डॉक्टर कुरेहा अभी तक पीछे पड़ रखी है। डॉक्टर कुरेहा बहुत सारे हथियारों का यूज करके इन दोनों पर हमला करने लगती है और ये दोनों भी अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। चॉपर नामी को छूने लगता है। क्या तुम लोग पायरेट्स हो? असली वाले? क्या तुम्हें पायरेट्स अच्छे लगते हैं चॉपर? चॉपर ये बात सुनकर डर जाता है। नहीं नहीं बेवकूफ नहीं। अच्छा मुझे माफ करना, शायद मैंने कुछ गलती कर दी, मुझे माफ करना। तो क्या तुम हमारे साथ आना चाहते हो? अगर तुम हमारे साथ आते हो तो तुम्हें एक बहुत रोमांचक सफर करने को मिलेगा और वैसे भी हमें अपनी शिप पर एक डॉक्टर की जरूरत है। चॉपर इस बात को सुनकर बहुत हैरान हो जाता है। ओए पागल मत बनो, ठीक है ना? मैं एक रेनडियर हूँ और ऊपर से मेरी नाक भी नीली है। मैं 2 पैरों पर चल सकता हूँ और बोल भी सकता हूँ। क्या तुम्हें ये सारी बातें देखकर डर नहीं लगता? लेकिन तभी लूफी यहाँ पर आ जाता है। रेनडियर मिल गया तू नहीं बचता अब। और चॉपर के पीछे पड़ जाता है। डॉक्टर कुरेहा लूफी को पकड़ते पकड़ते थक चुकी थी और नीचे बैठ जाती है। डॉक्टर कुरेहा, क्या आप चॉपर के बारे में मुझे और कुछ बता सकती हैं? चॉपर की कहानी सुनना आसान नहीं है लड़की। उसके साथ जो कुछ भी हुआ है, उसने इसके दिल के ऊपर एक गहरी चोट छोड़ी है और उस चोट से चॉपर अभी तक खुद को निकाल नहीं पाया है। इसके बाद हम चॉपर की कहानी को देखते हैं। जब चॉपर का जन्म हुआ था तो उसकी नाक नीली थी और इसकी वजह से उसके परिवार वालों ने उसे अबैंडन कर दिया और अपने ग्रुप से अलग कर दिया। और जब एक दिन उसने गलती से एक डेविल फ्रूट को खा लिया तो सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो जाती है। जब चॉपर अपने 2 पैरों पर चलकर अपने दोस्तों के पास गया तो उसके दोस्तों ने भी उसे पहचानने से मना कर दिया और चॉपर पूरी तरह से अकेला पड़ जाता है। लेकिन चॉपर उम्मीद नहीं हारता है और इसे लगता है कि एटलीस्ट इंसान उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। और जब चॉपर इंसानों के गांव में गया तो इसे लगा कि इंसान इसे अपना दोस्त बना लेंगे। लेकिन गांव के लोग चॉपर को एक येती समझने लगते हैं। ये तो एक राक्षस है। और चॉपर पर गोलियां चलाने लगते हैं। चॉपर अपनी जान बचाकर भागने लगता है। चॉपर को अभी तक समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी गलती क्या है। जिन भी लोगों से चॉपर दोस्ती करना चाहता था वो सभी लोग चॉपर पर हमला करना शुरू कर देते थे। चॉपर ना ही कोई रेनडियर था और ना ही कोई इंसान। इस दुनिया में चॉपर को अपनाने वाला कोई भी नहीं था। नामी ये सारी बातें सुनकर दुखी हो जाती है। इस तरफ लूफी और सांजी बाहर का गेट बंद करने के लिए गेट की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी चॉपर अपनी बड़ी वाली फॉर्म में आकर इन दोनों को रोक लेता है और लूफी पर हमला कर देता है। अरे भाई क्या हो गया इसे? ये इतने गुस्से में क्यों है? सांजी लूफी को अपने पास बुलाता है। लूफी इधर आओ जरा। और लूफी देखता है कि उस मेन गेट के ऊपर एक चिड़िया का घोंसला था और उसके ऊपर बहुत सारे बच्चे। ये बेबी स्नोबर्ड्स थे, इसलिए चॉपर इन्हें गेट बंद करने से मना कर रहा था, क्योंकि अगर ये दोनों उस गेट को बंद कर देते तो वो चिड़िया के बच्चे गिर जाते और शायद मर भी सकते थे। लूफी इस चीज को देखकर चॉपर की असली इंटेंशंस को समझ जाता है कि चॉपर दिल का बुरा नहीं है। और फाइनली इन लोगों को ठंड लगना शुरू हो जाती है और अंदर की तरफ जाने लगते हैं। और फाइनली भाई साहब लूफी को एक चीज रियलाइज होती है। एक सेकंड भाई, ये चॉपर
तो एक रेंडियर है, ये 2 पैरों पे खड़ा है और बात भी कर सकता है। ये कैसे हो सकता है भाई? अरे ये तो एक राक्षस है, मर गए भाई। लूफी और सांजी चॉपर को एक मॉन्स्टर कहकर पुकारते हैं और चॉपर इस बात को सुन लेता है। और जब चॉपर इस बात को सुनता है तो रोने लगता है और सोचने लगता है। सारे इंसान एक जैसे होते हैं। अब इसके बाद चॉपर कासल के अंदर आ जाता है और कुछ रिसर्च वगैरह कर रहा था और तभी लूफी यहाँ पर आ जाता है और उसे देखकर चॉपर बुरी तरह से डर जाता है और कैसे कैसे करके सामान को पकड़ता है। ओए रेंडियर, अब तुम क्या करोगे? और चॉपर को जाकर गुदगुदी करने लगता है। ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। मत करो। लेकिन लूफी इसे परेशान किए जा रहा था और इसे गुदगुदी करना शुरू कर देता है। लूफी को ये चीज देखकर बहुत मजा आ रहा था। ओ भाई कितना फनी है तू। मेरा मजाक उड़ाना बंद करो और चले जाओ यहाँ से, समझे ना? हे, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? मुझे तुम बहुत पसंद आए। क्या मैं तुम्हारा दोस्त? लाइफ में पहली बार किसी ने चॉपर से ये सवाल पूछा था, तुम एक पायरेट बन सकते हो, बहुत मजा आएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे पायरेट से बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है और मैं किसी का दोस्त भी नहीं बनना चाहता। लेकिन लूफी इसकी एक भी नहीं सुनता है और इसे अपना दोस्त बनाने के लिए इसके पीछे पड़ जाता है। चॉपर लूफी से बचते बचते यहाँ से भागने लगता है और किचन यूज कैसे किया, हाँ? और सांजी को एक जोरदार पंच मार देती है। लूफी और चॉपर भी यहाँ पर आ जाता, ज्वाइन भी करेगा। क्या? मैंने ऐसा कब कहा? चुप करो तुम। लूफी चॉपर को पकड़ने लगता है रुक जाओ, मुझे मत करो यार, प्लीज मुझे तंग मत करो। और लूफी चॉपर का पीछा करते करते यहाँ से चला जाता है। दोस्त, हाँ? उस बच्चे को पता भी नहीं होगा कि दोस्त का मतलब क्या होता है। इस शब्द से चॉपर के मन में क्या यादें जुड़ी हुई हैं, इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। डॉक्टर कुरेहा चॉपर की असली कहानी बताना शुरू करती है। चॉपर अपनी पूरी जिंदगी बस एक ही आदमी को अपना मानता था, जिसने चॉपर को अपने बेटे की तरह प्यार किया और उसी ने चॉपर को उसका नाम दिया था और उस बंदे का नाम था डॉक्टर हिरेलुक। अब इसके बाद हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं और कुछ बंदे डॉक्टर हिरेलुक को ढूंढ रहे थे। कहाँ गया ये हिरेलुक? ढूंढो उसे, बच के जाने न पाए। और जैसे ही ये लोग यहाँ से जाते हैं हम देखते हैं कि एक आदमी छिप रहा था और यही है डॉक्टर हिरेलुक। और उसी सेम टाइम पर एक घर के अंदर एक आदमी बहुत बीमार होता है। उस टाइम पर वपूल ने सभी डॉक्टर्स को मार दिया था और बचे हुए बाकी के 20 डॉक्टर्स सिर्फ वपूल के लिए ही काम करते थे। इस बीमार आदमी की पत्नी वपूल के पास जाने का डिसाइड करती है। मैं वपूल से भीख मांगूंगी और उन डॉक्टर्स को यहाँ पर लेकर आती हूँ। मैं जाऊंगी, तुम चिंता मत करो, तुम ठीक हो जाओगे, समझे? तुम बस आराम करो। लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आती है। रुक जाओ, उधर जाने की कोई जरूरत नहीं है। हम देखते हैं कि इस घर की चिमनी से एक आदमी नीचे आता है। चिंता मत करो, मैं इसे ठीक कर दूंगा। लेकिन हिरेलुक इसकी एक भी बात नहीं सुनता है। इस आदमी की पत्नी बाहर जाती है। डॉक्टर हिरेलुक अपनी एक बंदूक निकालता है और साथ ही साथ एक इंजेक्शन भी। प्लीज यहाँ से चले जाइए, अगर आपको पैसे चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा, प्लीज। हिरेलुक इस आदमी के इंजेक्शन लगा देता है। हिरेलुक को लगता है कि इसने इस आदमी की जान बचा ली है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इस आदमी की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है और आदमी खिड़की से बाहर निकल जाता है और किसी मेंढक की तरह कूदना शुरू कर देता है। ये देखकर डॉक्टर हिरेलुक हैरान रह जाता है। ये कितना अजीब है, शायद मैंने गलत इंग्रेडिएंट को यूज कर लिया। शायद मैं मेंढक वाला इंजेक्शन लेकर आ गया। मुझे माफ करना, मैं ऐसा चाहता नहीं था कि ऐसा हो जाए। पर और तभी हम देखते हैं कि इस आदमी की पत्नी बहुत सारे लोगों को बुलाकर लेकर आ चुकी थी यहाँ पर और हिरेलुक खिड़की से कूदकर यहाँ से भाग जाता है। डॉक्टर हिरेलुक भागता भागता एक ब्रिज के पास जाता है और यहाँ पर कुरेहा बैठी होती है जो कि रम पी रही थी। भाई हमेशा ये रम पीते रहती है क्या, ये बेवड़ी सी। इस टाइम पर वपूल ने सभी डॉक्टर्स को मार दिया और इस आइलैंड पर सिर्फ 2 डॉक्टर्स बचे हुए थे, डॉक्टर कुरेहा और हिरेलुक, जो कि एक तरह से खतरनाक डॉक्टर है। वैसे कुरेहा हिरेलुक से कहती है, इस आइलैंड का अब कुछ नहीं हो सकता, तुम वपूल से डरो मत, उन लोगों को तुमसे कोई मतलब नहीं है क्योंकि तुम एक डॉक्टर कहलाने के लायक भी नहीं हो। तुम्हारे होने से या ना होने से इस दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हिरेलुक यहाँ से जाने लगता है। हाँ तुमने सही कहा, मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं एक दिन इस पूरे शहर को बचा कर रहूंगा। क्या तुम्हारा मतलब है कि ये बर्बाद करके रहोगे? हाँ। और तभी वपूल के सैनिक यहाँ पर आ जाते हैं और उस ब्रिज से डॉक्टर हिरेलुक और कुरेहा चले जाते हैं। हिरेलुक अपने घर की तरफ जा रहा था और तभी सामने किसी गोली मार दी थी और जब डॉक्टर हिरेलुक अपने बैग से बंदूक निकालता है तो चॉपर को लगता है कि हिरेलुक भी उन्हीं सभी का साथी है जिन लोगों ने इस पर गोली चलाई थी और चॉपर को लगता है कि हिरेलुक भी इसे मारने वाला है। चॉपर उठ खड़ा होता है और डॉक्टर हिरेलुक को मारना शुरू कर देता है। चॉपर बहुत ज्यादा गुस्से में था, चिल्ला रहा था और यहाँ से जाने लगता है। हिरेलुक नीचे पड़े होते हैं और चॉपर से कहते हैं, तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तुझे क्या लगता है कि मैं कौन हूँ? ओए रुक जा, मैं तुझे कभी नहीं मारूंगा। ये क्या है भाई? अरे नंगा हो गया ये। ओह शिट। मेरा यकीन करो, मेरा नाम है डॉक्टर हिरेलुक और मैं एक डॉक्टर हूँ। तुझे मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। चॉपर इसकी बातें सुन रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर बेहोश हो जाता है और जब चॉपर अपने होश में आता है तो वो देखता है कि वो एक कमरे के अंदर है और हिरेलुक भी सामने बैठा होता है और हिरेलुक यहाँ पर सो रहा होता है। चॉपर अपने सर को छूता है और इसे पता चलता है कि इसके सर के ऊपर पट्टियां लगी हुई हैं। चॉपर ने बहुत समय से कुछ नहीं खाया था और इसे भूख लग रही होती है। चॉपर साइड में देखता है और यहाँ पर ब्रेड और दूध पड़ा हुआ था और जब चॉपर ने इस ब्रेड का एक पीस खाया तो इसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और ऐसे ही चॉपर पहली बार हिरेलुक से मिला था। इस चीज को हुए 3 दिन हो चुके थे और उसके 3 दिन बाद चॉपर ने पहली बार हिरेलुक के सामने कुछ बोला। तुम बोल सकते
सकते हो, तो तुमने 3 दिनों से कुछ बोला क्यों नहीं? तुम 3 दिनों तक चुप क्यों रहे थे? मुझे लगा कि आपको ये बात पसंद नहीं आएगी और आप मुझसे नफरत करने लगोगे। अंकल, उस दिन भी मैं इंसानों के सामने बोला था, मैं उनसे दोस्ती करना चाहता था, लेकिन उन लोगों ने मुझ पर गोली चला दी क्योंकि एक रेनडियर बोलता नहीं है। तू बोल सकता है, इसमें क्या अजीब है? बोल तो मैं भी सकता हूँ। और तभी डॉक्टर हिरेलुक के पीछे से धुआं निकलना शुरू हो जाता है। चॉपर, यहाँ से भाग जा। डॉक्टर हिरेलुक के घर में धमाका हो जाता है। भाई हो गया केमिकल लोचा, और चॉपर और हिरेलुक बाहर जाकर गिरते हैं। ओए चॉपर, तू ठीक तो है ना? चॉपर उठने की कोशिश करता है, लेकिन तभी इसके सर के ऊपर एक पत्थर आकर गिर जाता है, जिसकी वजह से चॉपर दोबारा से बेहोश हो जाता है। लेकिन उसके साथ भी यही सेम चीज हो जाती है। चॉपर हिरेलुक से पूछता है, आपने मुझे चॉपर कहकर क्यों पुकारा? तेरा आपसे नाम है टोनी टोनी चॉपर, और मैं भी तुझे इसी नाम से पुकारने वाला हूँ। और वैसे भी तुम्हारे सर पर जो एंटीनास लगे हैं, उनकी मदद से तू किसी भी पेड़ को चॉप कर सकता है। कितना बढ़िया नाम है ना? तुझे ये नाम कैसा लगा? चॉपर थोड़ी देर शांत रहता है, लेकिन फिर वो हंसने लगता है। मुझे अच्छा लगा। हिरेलुक जब भी अपने पेशेंट्स को देखने के लिए जाता था, तो अपने साथ चॉपर को भी लेकर जाने लगता है। हिरेलुक को ये वहम होता है कि सभी लोगों को उसकी जरूरत है, पर असलियत तो ये थी कि किसी को भी हिरेलुक पसंद नहीं था। ये अपने पेशेंट्स को ठीक करने के बजाय उनकी हालत और भी ज्यादा खराब कर देता है। जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, उस बंदे को इसने मेंढक में बदल दिया था, और इसीलिए हिरेलुक को हर एक घर से भगा दिया जाता था जहाँ पर भी ये बंदा इलाज करने के लिए जाता था। चॉपर और हिरेलुक अब साथ में भागा करते थे, और एक बार हिरेलुक खुद को बचाने के लिए चॉपर को सेक्रीफाइस कर देता है, जिसकी वजह से चॉपर बहुत गुस्सा करता है इस पर, और घर जाकर इसे लड़ने लगता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरी तरह से क्यों किया? हाँ? डेली नाक वाले, तू वैसे भी मरने वाला था एक दिन। लेकिन चॉपर अब खुश होता है, क्योंकि चॉपर अब खुद को अकेला नहीं समझता है। डॉक्टर दिल की बीमारी थी। वो बंदा दुनिया के हर एक डॉक्टर के पास गया, लेकिन कोई भी उसका इलाज नहीं कर पाया। और जब उसे लगा कि वो मरने वाला है, तो वो यहाँ की एक पहाड़ी पर गया। वो खुद को लाचार समझ रहा था, लेकिन तब वो अपनी जिंदगी में पहली बार एक ऐसी चीज देखता है जिसे देखकर वो हैरान रह जाता है। वो देखता है कि उसके सामने पतझड़ का मौसम था, और बहुत सारे चेरी ब्लॉसम्स के पेड़ लगे हुए थे। पूरा पहाड़ उन पत्तियों से ढका हुआ था। और जब अगले दिन वो एक नए डॉक्टर के पास जाता है, तो वो डॉक्टर उस आदमी से कहता है, तुम पूरे तरीके से ठीक हो। चॉपर, देख रहे हो ना, ये किसी करिश्मे से कम नहीं है। कभी कभी इंसान खुद से ही ठीक हो जाता है, जैसा कि उस मास्टर थीफ ने इस बर्फ से ढके आइलैंड पर चेरी ब्लॉसम्स को देखा था। इस चीज ने उसे जीने का एक नया हौसला दिया। और ऐसे ही चाहे लोग कुछ भी कहें, मैं इस देश को बचाकर ही रहूंगा। और मैंने सारी बीमारियों के खिलाफ ये खोपड़ी लटकाई है। और इस सिंबल का मतलब है कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और जैसे एक पायरेट लड़ाई करता है, वैसे ही मैं बीमारियों से लड़ता रहूंगा। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं, और लूफी चॉपर को ढूंढ रहा होता है, लेकिन ये चॉपर कहीं पर छुपा हुआ था। चॉपर, कहाँ हो दोस्त? हेलो, हमारा क्रू ज्वाइन कर लो यार, और हमारे एक दोस्त बन जाओ प्लीज। और तभी लूफी को अपने सामने कुछ फल दिखाई देते हैं, और उन्हें खाने लगता है। चॉपर को याद आता है कि उसने एक बार हिरेलुक से पूछा था। हिरेलुक अंकल, ये पायरेट्स क्या होते हैं? पायरेट्स बहुत बड़े और शानदार होते हैं चॉपर। उन्हें लड़ने के हर एक पैतरे आते हैं। उनकी नजरें बिल्कुल किसी बाज की तरह होती हैं। और जब एक पायरेट कुछ बोलता है, तो ऐसा लगता है कि जैसे बिजली गिर रही हो। लेकिन चॉपर देखता है कि लूफी किसी पायरेट की तरह बिल्कुल भी नहीं था। हाँ, सुनो, क्या तुम सच में एक पायरेट हो? हाँ, मैं एक पायरेट हूँ, और इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा था कि तुम हमें ज्वाइन करो। हम लोग साथ में। चॉपर को दोबारा से हिरेलुक याद आता है। हिरेलुक ने चॉपर से कहा था, चॉपर, मुझे लगता है तुम्हें किसी दिन समुद्र की तरफ जाना चाहिए, ताकि तुम्हें पता चल सके कि ये दुनिया कितनी बड़ी है दोस्त। और ये आइलैंड पूरी दुनिया के मुकाबले इतना सा भी नहीं है। हिरेलुक चॉपर को पायरेट्स के बारे में बता रहा था, और ये दोनों हंसने लगते हैं। लेकिन हर एक कहानी एक हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता है। और तभी हिरेलुक और चॉपर की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जो कि उनकी जिंदगियों को पूरी तरह से बदल कर रख देता है। कुछ महीने के बाद चॉपर पूरी तरह से ठीक हो जाता है। आपकी शोल्डर्स की मसाज करूंगा, आपके लिए चाय बनाऊंगा, आपका घर साफ करूंगा, बस मुझे अंदर आने दीजिए। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरा कोई दोस्त भी नहीं है, और मैं जाऊंगा कहाँ पे? डॉक्टर हिरेलुक अपने दिल पर पत्थर रख के ये सब कुछ सुन रहा था। हिरेलुक को चॉपर के साथ बिताए हुए हर एक वो पल याद आने लगते हैं, और तभी बाहर से बहुत तेज आवाज आती है, जिसे देखने के लिए हिरेलुक बाहर जाता है। डॉक्टर, आपने ऐसा क्यों किया? हिरेलुक चॉपर के ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से चॉपर को यहाँ से भागना पड़ता है, और चॉपर यहाँ से भाग जाता है। चॉपर के जाने के बाद हिरेलुक उस बंदूक को दूर फेंक देता है। हिरेलुक फूट फूट कर रोने लगता है। मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना चॉपर। एक दिन हिरेलुक कुरेहा के पास जाता है। हम देखते हैं कि इसके हाथ पर खून लगा हुआ था। मेरे पास और कितने दिन बचे हैं? अच्छा, तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा चेकअप करूं? हाँ? अपनी ही एक इमेजिनरी कहानी चॉपर को सुना रहा था कि ऐसे ऐसे होगा। ये एक विंटर आइलैंड है, यहाँ चेरी ब्लॉसम्स कभी नहीं उग सकते हैं। और डॉक्टर हिरेलुक यहाँ से जाने लगता है, और जाते जाते ये बंदा सोचता है, इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर कोई चाहे तो कुछ भी कर सकता है, और अपनी इस इन्वेंशन से पूरे देश को ठीक कर दूंगा। और इस तरफ लूफी अभी भी चॉपर के पीछे पड़ा होता है, लेकिन अचानक से चॉपर रुक जाता है। चॉपर को वपूल की स्मेल आती है, और उसे रियलाइज हो जाता है कि वपूल वापस आ चुका है। इस तरफ कुरेहा नामी और सांजी को चॉपर की कहानी सुना रही थी। जब चॉपर को इस बात के बारे में पता चला कि हिरेलुक सिर्फ 10 दिन जीने वाला है, तो चॉपर अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था। वो डॉक्टर को बचाने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है। हम देखते हैं कि चॉपर कहीं पर जा रहा था, और डॉक्टर हिरेलुक के बारे में ही सोच रहा था। और तभी चॉपर एक पेड़ से टकरा जाता है, और इसकी नाक से खून आना शुरू हो जाता है। चॉपर जब हिरेलुक के साथ था, तो उसने एक बार सुरक्षा दल के आदमियों को आपस में बात करते हुए सुना था कि इस आइलैंड पर एक मशरूम है जो कि किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है। चॉपर उस मशरूम के बारे में और जानने के लिए हिरेलुक के कमरे के अंदर जाता है।
जाता है और वहाँ पर जाकर एक किताब को पढ़ने लगता है। चॉपर उस किताब को अपने बैग में भरता है और वहाँ से चला जाता है। चॉपर के दिमाग में सिर्फ यही बात चल रही थी कि कैसे वो पहली बार हिरेलुक से मिला और कैसे ठीक होने के बाद हिरेलुक ने उसे पराया बना दिया। जब हिरेलुक अपने कमरे में जाता है तो इसे पता चल जाता है कि चॉपर यहाँ पर आया था। हिरेलुक को पता था कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है और अपने इन्वेंशन को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश में लग जाता है। चॉपर उस मशरूम को ढूंढते हुए आगे बढ़ने लगता है। वो मशरूम इस आइलैंड के एक कोने में पाया जाता है और हिरेलुक को बचाने के लिए चॉपर कुछ भी करने को तैयार था। इस तरफ हिरेलुक अपना काम कर रहा था। तो ये दोबारा से ओह शिट। लेकिन हिरेलुक अपने एक्सपेरिमेंट में बार बार फेल होता रहता है। चॉपर रास्ते में जाते हुए अपने परिवार वालों को भी देखता है। हाँ, वही लोग जिन्होंने चॉपर को बचपन में अकेला छोड़ दिया था। उसकी नीली नाक की वजह से चॉपर वहाँ से नॉर्मली जा रहा था ताकि किसी का ध्यान उस पर ना जाए। लेकिन इन सभी रेनडियर्स का सरदार, जो कि असल में चॉपर का फादर है, ये चॉपर के ऊपर हमला कर देता है। चॉपर दूर जाके गिरता है, लेकिन फिर भी एक और बार उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। चॉपर को याद आता है कि हिरेलुक ने एक बार कहा था, इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और चॉपर अपने पापा का मुकाबला करता है, जिसकी वजह से चॉपर को बहुत ज्यादा चोट लगती है। लेकिन चॉपर अपने पापा को घायल करने में कामयाब हो जाता है। चॉपर दोबारा से उठता है और जब पीछे मुड़कर देखता है तो देखता है कि उसके फादर इस पर फिर से हमला करने के लिए तैयार खड़े थे और चॉपर भी इनकी तरफ आगे बढ़ता है। इन दोनों में खतरनाक लड़ाई होती है और कुछ टाइम के बाद चॉपर उसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर वो मशरूम्स पाए जाते हैं। मैंने उसे ढूंढ निकाला, वो रहे आम्यूडेक मशरूम्स। और हम देखते हैं कि चॉपर की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और अगर चॉपर को उन मशरूम्स को पाना है तो इसे इस पहाड़ से दूसरे पहाड़ के ऊपर जंप लगानी होगी। लेकिन इन पहाड़ों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा थी। चॉपर जब पीछे मुड़कर देखता है तो देखता है कि उसके फादर पीछे ही खड़े हुए थे। चॉपर भी उन्हें घूरने लगता है। इस तरफ हम हिरेलुक को देखते हैं, जो कि बार बार फेल होकर परेशान हो चुका था। मैं बहुत करीब हूँ, मैं बहुत करीब हूँ। और तभी दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगता है। यहाँ से कोई अंदर आ रहा था और बोल रहा था, डॉक्टर मुझे माफ करना, मुझसे आपकी एक कीमती बुक खो गई है, मुझे माफ करना डॉक्टर। चॉपर, तुम्हें क्या हुआ? मशरूम्स दवाई, ये रहा आम्यूडेक मशरूम। प्लीज डॉक्टर आप जिंदा रहिए, इस मशरूम को खा लीजिए, प्लीज आप मरो नहीं। मैं भी आपकी तरह एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, प्लीज मुझे सिखाइए कि डॉक्टर कैसे बनते हैं और आपकी तरह बीमारियों से लड़ना भी चाहता हूँ, बिल्कुल पायरेट्स की तरह। क्या आपको लगता है मैं एक अच्छा डॉक्टर बन पाऊंगा? हाँ? डॉक्टर हैरान रह जाते हैं कि चॉपर उनके लिए इतना कुछ कर रहा है। चॉपर, हाँ तुम ये कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो चॉपर। तुम एक बढ़िया डॉक्टर बनोगे क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो, बेवकूफ कहीं के। इस तरफ हम वपूल को देखते हैं। अब तक तुम लोगों ने कितने डॉक्टर्स को मार दिया है? महाराज, हमने लगभग सभी डॉक्टर्स को मार दिया है। अब बस डॉक्टर हिरेलुक और कुरेहा बचे हुए हैं। इतना समय कैसे लग रहा है तुम्हें? खैर, मेरे पास एक आइडिया है। पूरे देश में इस बात को फैला दो कि मेरे सारे डॉक्टर्स बीमार हैं। वपूल के दिमाग में कोई आइडिया चल रहा था। इस तरफ हम चॉपर को देखते हैं। इसने डॉक्टर हिरेलुक के लिए एक सूप तैयार किया था। ये कैसा सूप है? बहुत ही बेकार है। ओह नो, मुझे माफ करना डॉक्टर। अरे कोई बात नहीं, इतने भी उदास मत हो। जो दवाइयाँ सच में काम करती हैं, उनका स्वाद अक्सर बेकार ही होता है। इसका मतलब है जो सूप तुमने तैयार किया है वो काम कर रहा है। डॉक्टर हिरेलुक हंस रहे होते हैं और उन्हें ऐसे देखकर चॉपर भी खुश हो जाता है। लेकिन अचानक से डॉक्टर हिरेलुक को एक शौक लगता है। वो देखते हैं कि उनकी रिसर्च के साथ कुछ हो रहा है। आखिरकार मैंने ये कर दिखाया। पिछले 30 सालों से मैं इसी का इंतजार कर रहा था। मैं गलत नहीं था। आखिरकार मैंने ये कर दिखाया चॉपर। मेरी रिसर्च पूरी हुई। हिरेलुक बहुत ज्यादा खुश होता है और उन्हें खुश दिखकर चॉपर भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद हिरेलुक बाहर जाते हैं और चॉपर से कहते हैं, ए, चॉपर अपना ध्यान रखना, मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम यहीं पर रहकर आराम करो। मेरी बात का यकीन करना चॉपर, एक दिन तुम बहुत बढ़िया डॉक्टर बनोगे। और हिरेलुक यहाँ से चला जाता है। चॉपर इस बात को सुनकर बहुत खुश था। हम देखते हैं कि हिरेलुक कुरेहा से मिलने आ रखा है। कुरेहा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा एक काम करो। और कुरेहा को अपना इन्वेंशन दे देता है। ये मेरी पिछले 30 सालों की मेहनत है कुरेहा, जो कि किसी को भी ठीक कर सकता है। मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसका यूज करके सभी का इलाज करना शुरू कर दो। अबे जाना, मैं ये नहीं करने वाली। हाँ, और एक और चीज, मैं चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद चॉपर का ख्याल तुम रखो। वो एक रेनडियर है, लेकिन एक डॉक्टर बनना चाहता है। वो मेरे बेटे की तरह है। प्लीज, वो एक बहुत ही अच्छा इंसान है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसकी मदद करो। चले जाओ यहाँ से। लेकिन कुरेहा इसे लात मार कर भगा देती है। लेकिन हिरेलुक के चेहरे पर एक खुशी थी। कुरेहा, जो कि अंदर बैठी हुई थी, उसे याद आता है कि हिरेलुक के पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। वो बेवकूफ नहीं। और इस तरफ गांव में वपूल के डॉक्टर्स के बीमार होने की खबर अनाउंस की जाती है। लेकिन तभी अपने हाथ में बम लिए यहाँ पर पहुंच जाता है और सामने फेंक देता है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा धमाका होता है और बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। हिरेलुक के घर में डॉक्टर कुरेहा आ जाती है, जिसे देखकर चॉपर बुरी तरह से डर जाता है और इधर उधर भागने लगता है। कहाँ है वो हिरेलुक? डॉक्टर शहर की तरफ गए हैं और वो पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं। बेहतर? हाँ, पागल मत बनो, वो कभी ठीक नहीं हो सकता। नहीं, वो अब ठीक है। उन्होंने वो मशरूम का सूप पिया है, वो बहुत बेहतर महसूस कर रहे हैं अब। उस मशरूम को देखकर कुरेहा हैरान रह जाती है। ये तो एक आम्यूडेक मशरूम है। डॉक्टर पहले से बहुत बेहतर हो चुके हैं। लेकिन तभी कुरेहा चॉपर को एक जोरदार पंच मारती है। कुरेहा बहुत गुस्से में लग रही थी। ये आपने मुझे क्यों मारा? मुझे क्यों मार रही हो? बेवकूफ रेनडियर! ये मशरूम जो कि चॉपर ने हिरेलुक को दिया था वो बहुत जहरीला है। कुरेहा रोने लगती है, लेकिन चॉपर इस बात का विश्वास नहीं कर पाता। नहीं, आप झूठ कह रही हैं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जिस किताब में मैंने इस मशरूम के बारे में पढ़ा था वहाँ एक खोपड़ी लगी हुई थी और हिरेलुक ने मुझे बताया था कि खोपड़ी अच्छी चीज होती है, वो पायरेट्स की निशानी है जो कि बीमारियों से लड़ते हैं, वो नहीं मरने वाले। तुम झूठे हो। चॉपर, इस बात को याद रखना, दुनिया की कोई भी दवाई सारी बीमारियों को ठीक नहीं
कर सकती, इसीलिए इस दुनिया में डॉक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। और ये सुनकर चॉपर रोने लगता है। कुरेहा भी इसके साथ रो रही थी। इस तरफ हम हिरेलुक को देखते हैं, मैं उन 20 काबिल डॉक्टर्स को बचाने यहाँ पर आया हूँ। कहाँ हैं वो लोग? पर हम देखते हैं कि ये सभी डॉक्टर्स बिल्कुल ठीक होते हैं। ये सब वपूल की बस एक चाल थी हिरेलुक को यहाँ पर लेकर आने के लिए, ताकि वो हिरेलुक को पकड़ पाए। वपूल सुरक्षा दल को हिरेलुक को मारने का ऑर्डर दे देता है, इसे मार डालो जल्दी। लेकिन इसके बावजूद भी हिरेलुक कहता है, तो ये सब कुछ एक मजाक था, हाँ? ठीक है, मुझे खुशी है। ये 20 काबिल डॉक्टर भी हिरेलुक के इस एटीट्यूड को देखकर हैरान रह जाते हैं। इस बंदे को अपनी जान से ज्यादा इन डॉक्टर्स की परवाह थी। सुरक्षा दल हिरेलुक को मारने के लिए तैयार थे, लेकिन हिरेलुक इन सभी से कहता है, तुम मुझे नहीं मार सकते। एक इंसान कब मरता है? जब किसी इंसान के सीने पर गोली लगी हो? नहीं। जब उसे कोई जानलेवा बीमारी हो जाए? बिल्कुल नहीं। जब वो एक जानलेवा मशरूम का सूप पी ले? तब? बिल्कुल नहीं। एक इंसान की मौत तब होती है जब उसे लोग भूल जाते हैं। अगर मैं मर भी गया तो मेरे सपने पूरे होकर ही रहेंगे। ये पूरा देश बच चुका होगा। और गाइस एक और चीज, हिरेलुक को इस बात के बारे में पता था कि चॉपर जिन मशरूम्स को लेकर आया है वो जहरीले हैं, लेकिन फिर भी चॉपर का दिल रखने के लिए इस बंदे ने उस जहरीले मशरूम के सूप को पी लिया। हिरेलुक की ये सारी बातें सुनकर डाल्टन रोने लगता है। हिरेलुक डाल्टन से कहता है, कुछ देर बाद एक मॉन्स्टर तुम्हारे सामने आएगा। वो मेरा बेटा है, प्लीज उसे मारना मत। घबराना मत चॉपर, मैं तुम्हारी वजह से नहीं मरा हूँ। तुम्हारे मशरूम ने मुझे नहीं मारा है दोस्त। हिरेलुक अपने बैग से एक दवाई निकालता है और जब उसे पीता है तो जहाँ पर हिरेलुक खड़ा था यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और हिरेलुक की मौत हो जाती है। हिरेलुक की टोपी उड़ते उड़ते चॉपर के पास जाती है। चॉपर हिरेलुक की मौत से बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। चॉपर को डॉक्टर के साथ बिताए हुए हर एक लम्हे याद आने लगते हैं और गुस्से से पागल हो जाता है। चॉपर अपनी बीस्ट फॉर्म में आ जाता है और सीधा वपूल को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इससे पहले कि चॉपर वपूल को मार देता तभी डाल्टन इसके सामने आ जाता है और चॉपर को आगे बढ़ने से रोकता है, क्योंकि चॉपर अभी उतना ताकतवर नहीं था कि वो वपूल को हरा सके। डाल्टन चॉपर से माफी मांगता है। मुझे माफ करना चॉपर, मैं सामने ही था, लेकिन मैं उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाया। चॉपर शांत हो जाता है और चुपचाप यहाँ से चला जाता है। डाल्टन ने वपूल के खिलाफ आवाज उठाई, जिसकी वजह से वपूल इसे जेल के अंदर डाल देता है। इस तरफ चॉपर कुरेहा के पास जाता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि इसे डॉक्टर बनने में हेल्प करे। प्लीज मुझे एक डॉक्टर बनना है, मुझे लोगों की हेल्प करनी है, मुझे हिरेलुक की तरह बीमारियों से लड़ना है। मैं एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहता हूँ ताकि इस कंट्री में किसी का भी इलाज कर सकूँ, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी ऐसी बीमारी नहीं जिसका कोई इलाज नहीं। वही सेम बात जो कि हिरेलुक कहा करता था कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। और कुरेहा चॉपर को अपनाने के लिए तैयार हो जाती है और इसे कहती है, तुम मुझे डॉक्टर इन कहकर पुकारोगे अब से, समझ गए? इकलौता आदमी जिसने चॉपर को अपनाया था वो बंदा भी अब इस दुनिया में नहीं रहा और इन सब के पीछे वपूल का हाथ था। वपूल कुछ समय के लिए इस आइलैंड को छोड़कर यहाँ से चला जाता है और जब प्रेजेंट में जब चॉपर को इस बात के बारे में पता चलता है तो चॉपर कुरेहा के साथ नीचे की तरफ जाने लगता है और लूफी भी वपूल को देखकर गुस्से में आ जाता है। वो फिर से आ गया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसने मेरी शिप को तबाह किया था। वपूल अपने महल के सामने आकर खुश था और चॉपर और कुरेहा पूरी तरह से तैयार थे हिरेलुक का बदला लेने के लिए, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता तभी लूफी यहाँ पर आ जाता है और वपूल को एक जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से वपूल हवा में उड़ जाता है और दूर जाके गिरता है। कुरेहा और चॉपर ये देखकर हैरान रह जाते हैं। हम देखते हैं कि वपूल पहाड़ी से नीचे गिरने वाला था, लेकिन इसके चमचे इसे बचा लेते हैं। लूफी के एक पंच से ही वपूल का ये हाल हो चुका था। उस समय मैं तुमसे लड़ नहीं सकता था क्योंकि नामी और सांजी बीमार थे, मेरे दोस्त मरने की हालत में थे, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हटने वाला और अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। ओए लूफी, तू वपूल को कैसे जानता है? यहाँ पर आने से पहले ये हमें रास्ते में मिला था और इस बंदे ने हमारी शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया और इसने मेरे साथियों पर हमला भी किया था। सांजी भी यहाँ पर आ जाता है। लूफी, क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही? और लूफी ये थोड़ा सा ट्यूबलाइट है और इसे अब पता चलता है कि ये टी शर्ट और शॉर्ट्स में है और इसे ठंड लग रही है। अरे ठंड लग रही है। अबे ढक्कन। वपूल अपने होश में आ जाता है। मुगीवारा, मैं तुझे कच्चा खा जाऊंगा। हे, क्या तुम थोड़ी देर रुक सकते हो प्लीज? लूफी को ठंड लग रही थी इसलिए कुछ गर्म कपड़े पहने गया हुआ है, प्लीज थोड़ा सा इंतजार कीजिए। क्या वो चला भी गया? डर गया मुझसे क्या? हाँ? इसकी हिम्मत कैसे हुई? इसने मुझे हल्के में लिया। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुमसे शुरू करता हूँ। कुरेहा, तुम बहुत समय से मेरे महल में रह रही हो। मुझे इस महल में रहने का कोई शौक नहीं, मैं यहाँ पर रहती हूँ क्योंकि यहाँ पर हिरेलुक की आखिरी यादें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि हिरेलुक की मौत यहीं पर हुई थी, इसी कासल के ऊपर। वही हिरेलुक, हाँ? वो बेवकूफ डॉक्टर, उसके होने या ना होने से किसी को फर्क नहीं पड़ता था। वो तो डॉक्टर के नाम पे एक कलंक था। ये सुनकर चॉपर को गुस्सा आ जाता है और अपनी बड़ी वाली फॉर्म में आ जाता है। वपूल के नमूनों में से एक बंदा कुरेहा पर हमला कर देता है, लेकिन सांजी इस हमले को रोक देता है। हे, सुनो मेरी बात, एक लड़की पर हाथ उठाते हो, हाँ? ये नामर्दों की निशानी होती है। तूने एक औरत के ऊपर हमला करके बहुत बड़ी गलती कर दी। कुरेहा सांजी की इस बात को सुनकर खुश थी क्योंकि अब सांजी इसे एक बुढ़िया कहकर नहीं बुला रहा, लेकिन इस बंदे ने जिस वेपन का यूज करके कुरेहा पर हमला किया था ये चीज सांजी के कपड़ों पर चिपक जाती है। अबे ये क्या है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी? अरे बाहर आ जा। इस तरफ लूफी नामी के रूम में जाता है। लूफी अपना स्वेटर ढूंढ रहा था। मेरे कपड़े कहाँ पर हैं? नामी, क्या तुमने मेरा स्वेटर देखा? कौन से कपड़े भाई? तुम्हारे पास कोई कपड़े भी हैं? लूफी को अपने कपड़े नहीं मिलते, इसलिए नामी के कपड़े पहन लेता है। इस तरफ सांजी उस बॉल को निकालने की कोशिश कर रहा था। चॉपर भी इसकी हेल्प करता है, पर दोनों ही फंस जाते हैं। वपूल का दूसरा साथी एक तीर निकालता है जिसके ऊपर आग लगी हुई थी और सांजी पर हमला कर देता है। ओ, अरे भाई, अरे, सांजी उसे बुझाने की कोशिश करता है। चॉपर वपूल के साथी पर हमला कर देता है, लेकिन तभी वपूल इसके सामने आ जाता है और चॉपर को अपने मुंह के अंदर भर लेता है। वपूल चॉपर को खाने लगता है, तभी लूफी यहाँ पर आ जाता है। लूफी, मेरे पैर को पकड़। ठीक है, मैं समझ गया। लूफी सांजी का पैर पकड़ लेता है और सांजी इसे घुमाकर वपूल की तरफ फेंक देता है। एयर असॉल्ट गम रॉकेट, और लूफी जोर से वपूल से टकरा जाता है।
जाता है और इसके मुंह से चॉपर बाहर आ जाता है। वपूल उड़ता उड़ता दूर जाकर गिरता है। वपूल घायल हो जाता है। बहुत हो चुका तुम्हारा, अब तैयार हो जाओ मेरे डेविल फ्रूट की पावर को देखने के लिए। मंच मंच फैक्ट्री। और तभी वपूल के सर के ऊपर एक अजीब सी चिमनी आ जाती है। इसका पूरा शरीर बदलने लगता है और ये वपूल किसी फैक्ट्री की तरह बन जाता है। लूफी इस चीज को देखकर इम्प्रेस हो जाता है और तभी वपूल कुछ ऐसा करता है जिसे देखकर किसी को भी यकीन नहीं आता है। ये क्या कर रहा है भाई? अरे अपनी आदमी खा रहा है ये बंदा अपने ही साथियों को खा लेता है। इसका पूरा शरीर हिलने लगता है और इसके हाथ और सर से धुआं निकल रहा था। इसके पेट में बना हुआ ये दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगता है और वपूल के पेट से वही 2 नमूने बाहर आते हैं और हम देखते हैं कि ये दोनों नमूने एक हो चुके हैं। अरे भाई ये कितना मस्त है साले लूफी, इसमें मस्त क्या है? हाँ किस बात से इम्प्रेस हुआ है तू? पागल वागल क्या? तभी वपूल की नजर उस झंडे पर जाती है जो कि उस महल के ऊपर लगा हुआ था और ये वही झंडा है जिसे डॉक्टर हिरिलुक ने बनाया था। तो इस ड्रम किंगडम के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो आदमी राजा का कहना नहीं मानता है उसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मौत होती है। और क्योंकि ये देश मेरा देश है और ये महल भी मेरा है तो मेरे महल के ऊपर उस संकी डॉक्टर का झंडा नहीं रहना चाहिए। वपूल उस झंडे पर हमला करता है और ये झंडा टूटकर नीचे गिरने लगता है। चॉपर इस चीज को देख रहा था। उस झंडे के साथ चॉपर की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी। ये झंडा एक सिंबल है इस बात का कि इस दुनिया में कुछ भी करना इम्पॉसिबल नहीं है। अगर इंसान चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है। इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। लूफी चॉपर को देखता है और लूफी को रियलाइज हो जाता है कि ये फ्लैग चॉपर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चॉपर इसका बदला लेने के लिए वपूल पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। चॉपर वपूल को पकड़ लेता है लेकिन इसे मारने से झिझक रहा था क्योंकि हिरिलुक ने चॉपर से एक बार कहा था चाहे कुछ भी हो जाए चॉपर, लेकिन इंसानों के प्रति अपने मन में नफरत का जन्म मत होने देना। चॉपर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वपूल को यहाँ से जाने का एक मौका देता है। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, पर इस कंट्री को छोड़कर चले जाओ। और वपूल वही सेम हमला चॉपर के ऊपर भी कर देता है जिसकी वजह से चॉपर बुरी तरह से घायल हो जाता है। हम देखते हैं कि लूफी उस झंडे को दोबारा से ठीक कर देता है और उसे उसकी सही जगह पर लगा देता है। तुम सभी एक नकली पायरेट थे इसलिए तुम्हें नहीं पता कि एक पायरेट फ्लैग का मतलब क्या होता है। पायरेट का झंडा कोई मजाक की चीज नहीं है। और इससे पहले कि लूफी कुछ और कह पाता वपूल इस पर हमला कर देता है। लूफी उससे बचो, लेकिन लूफी यहाँ से नहीं हिलता और ये हमला सीधा लूफी के जाकर लगता है। वो बेवकूफ पक्का इस हमले से मर चुका होगा। चाहता तो ये बच सकता था लेकिन इसे इस अजीब से झंडे से कुछ ज्यादा ही लगाव है। और तभी धुआं हटता है और हम देखते हैं कि लूफी यहीं पर खड़ा था और इसके हाथ में हिरिलुक का झंडा था। मुझे नहीं पता ये झंडा किसका है लेकिन इस झंडे के लिए किसी ने अपनी जान की बाजी दी है। तो ये झंडा कोई मजाक नहीं और मैं तुम्हें इस झंडे का अपमान करने नहीं दे सकता। चॉपर लूफी को देख रहा होता है। ये कितना अमेजिंग है, क्या पायरेट्स ऐसे ही होते हैं? और इससे पहले कि वपूल दोबारा से लूफी पर हमला करता, सांजी लूफी को बचाने के लिए वपूल की तरफ आगे बढ़ता है लेकिन कुरेहा सांजी पर हमला कर देती है। बेवकूफ, तुम नहीं लड़ सकते उससे, तो मारे जाओगे। और चॉपर वपूल को मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन तभी ये 2 नमूने सामने आ जाते हैं। एक संकी डॉक्टर के लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहा है? वो संकी भी मारा गया था और अब तू भी मारा जाएगा। तो क्या हुआ? मेरे पास कोई दोस्त नहीं लेकिन मैं अकेला ही काफी हूँ डॉक्टर का बदला लेने के लिए। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और तभी पीछे से लूफी की आवाज आती है, चॉपर तेरा कोई दोस्त नहीं है ना? अब से हम सभी तेरे दोस्त हैं। और लूफी यहाँ से नीचे आ जाता है और अब लूफी और चॉपर तैयार हैं वपूल से फाइट करने के लिए। वपूल को मैं संभालता हूँ और उन दोनों नमूनों को तुम संभालोगे चॉपर। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। चॉपर अपने पास से एक बॉल निकालता है। ये है रंबल बॉल। अब मैं तुम नमूनों को 3 मिनट के अंदर हरा दूंगा। इस तरफ सभी को लगता है कि डाल्टन मर चुका है और यहाँ पर वपूल के 20 काबिल डॉक्टर भी मौजूद थे। डाल्टन अभी जिंदा है, ये मरा नहीं, हम इससे बचा सकते हैं। अच्छा जी, हम तुम पे विश्वास कैसे कर ले? हाँ तुम लोग झूठ कह रहे हो। अचानक से तुम लोग इतने कैसे बदल गए? सच्ची हम लोग दिल से डॉक्टर हैं, हम वपूल से डरे हुए थे। और सभी गांव वाले इसकी बात मान जाते हैं और सभी डॉक्टर्स डाल्टन का इलाज करने लगते हैं। और इस तरफ हमें पता चलता है कि चॉपर ने जुआन डेविल फ्रूट खाया है। अगर कोई जानवर इस डेविल फ्रूट को खा लेता है तो वो इंसानों की तरह काम कर सकता है और एक इंसान जानवर की तरह, जैसे कि डाल्टन अपनी मर्जी से एक ऑक्स में बदल सकता है। जिस डेविल फ्रूट को अभी चॉपर ने खाया था उसका यूज करके चॉपर 3 फॉर्म्स में जा सकता है। एक नॉर्मल छोटू चॉपर, बॉडी बिल्डर चॉपर और रेनडियर वाला चॉपर। लेकिन जिस बॉल को अभी चॉपर ने खाया था उसका यूज करके चॉपर 4 और फॉर्म्स में जा सकता है, जैसे कि ये बैलून चॉपर जो कि बाकी 4 फॉर्म्स में से एक है। और बाकी की 3 फॉर्म्स के बारे में हमें आगे के पार्ट्स में धीरे धीरे पता चलने वाला है। और गाइस ये फॉर्म्स बहुत ही ज्यादा मस्त हैं। धीरे धीरे ये सीरीज और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और चॉपर बॉडी बिल्डर फॉर्म में आकर इन सभी नमूनों को हरा देता है। इस तरफ इन सभी डॉक्टर्स ने डाल्टन को बचा लिया है और डाल्टन अपने होश में है। भले ही ये बंदा लड़ने की हालत में नहीं होता है लेकिन फिर भी वपूल को मारने के लिए उठकर बाहर जाने लगता है। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यहाँ वापस आने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? आज मेरे हाथों से वो मरने वाला है। लेकिन डाल्टन की हालत कुछ ज्यादा ही खराब थी। डाल्टन चल भी नहीं पा रहा था और तभी अपना बहादुर ऊसॉप सामने आता है। ऊसॉप डाल्टन की हिम्मत को देखता है। डाल्टन सर, आप मेरी पीठ के ऊपर चढ़ जाइए, मैं आपको महल तक लेकर जा सकता हूँ। लेकिन ऊसॉप जिस हिसाब से डाल्टन को अपनी पीठ के ऊपर लाद कर चल रहा था उस हिसाब से महल तक जाने में 100 साल लगने वाले थे। जोरो यहाँ पर आता है। अरे यार इससे कुछ नहीं होने वाला। और जोरो बहुत ही आराम से डाल्टन को अपने कंधे पर उठा लेता है। भाई कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है यार जोरो। इस तरफ चॉपर जब उन्हें नमूनों से लड़ रहा था तब वपूल महल के अंदर जाकर छुप जाता है लूफी से डरता हुआ। अरे ये कहाँ गया भाई? अरे वो अंदर चला गया। वपूल महल के अंदर छिप जाता है और एक बहुत ही खतरनाक लड़ाई के बाद लूफी वपूल को हरा देता है। लूफी वपूल को हवा में उड़ा देता है और फाइनली ड्रम आइलैंड वपूल के राज से पूरी तरह से आजाद हो जाता है। चॉपर की जिंदगी में पहली बार किसी इंसान ने इसे अपना दोस्त माना। अब थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और चॉपर महल की छत के ऊपर बैठा हुआ था और हिरिलुक के बारे में ही सोच रहा था कि कैसे हिरिलुक का ये सपना था कि वो इस पूरे देश की बीमारियों को ठीक कर सके। और वो ये भी चाहते थे कि चॉपर एक दिन समुद्र में
में जाए ताकि दुनिया को और बेहतर तरीके से जान सके और जान सके कि ये दुनिया कितनी बड़ी है। और तभी चॉपर अपने सामने देखता है कि लूफी इसे पुकार रहा था। चॉपर! अरे यार वो नहीं चलने वाला लूफी, क्यों उसके पीछे पड़े हो यार? तुम चुप करो यार, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। चॉपर हमारे साथ जरूर चलेगा। तभी चॉपर नीचे आता है। चॉपर बहुत सीरियस लग रहा था। मैं एक पायलट नहीं बन सकता क्योंकि मेरी नाक नीली है और मैं 2 पैरों के ऊपर खड़ा हूँ, तुम्हें दिखाई नहीं देता। और मैं एक मॉन्स्टर हूँ। मॉन्स्टर्स पायलट नहीं बन सकते, इसलिए मैं भी एक पायलट नहीं बन सकता। चॉपर के साथ जो कुछ भी बुरा हुआ था चॉपर उससे मूव ऑन नहीं कर पाया, जैसे कि मेरा मूव ऑन नहीं हो पाया है अपनी एक्स से। क्या तुमने कुछ कहा चॉपर? मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, जल्दी चलो हमारे साथ। और ये सब सुनने के बाद चॉपर रोने लगता है क्योंकि चॉपर खुद को एक मॉन्स्टर समझता था, लेकिन फिर भी लूफी इसे खुले बाहों से एक्सेप्ट करने के लिए तैयार था और चॉपर इनका क्रू ज्वाइन करने के लिए मान जाता है। पर डॉक्टर कुरेहा से बात करने के लिए इसके पास जाता है। डॉक्टर कुरेहा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या मैं जा सकता हूँ? नहीं, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। पर मुझे जाना है। अगर तुम यहाँ से गए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। पर मुझे जाना है। और कुरेहा चॉपर पर हमले करने शुरू कर देती है। चॉपर कुरेहा से बचकर भाग रहा था और कुरेहा हाथ धोकर इसके पीछे पड़ जाती है इसे मारने के लिए। चॉपर अपनी रेनडियर वाली फॉर्म में आ जाता है और इन सभी को अपनी रेनडियर वाली गाड़ी में बैठने के लिए कहता है। तुम सभी लोग बैठ जाओ इसमें। क्या कह रहा है ये? पागल वागल हो गया क्या? उसमें भी जाएंगे हम। और तभी इन सभी की नजर कुरेहा पर जाती है जिसके हाथ में एक खतरनाक सा हथियार था और ये देखकर ये सभी लोग हक्के बक्के रह जाते हैं और ये सभी लोग समझ जाते हैं कि यहाँ से निकलने का समय हो चुका है। सभी लोग चॉपर के पीछे बैठ जाते हैं और चॉपर फुल स्पीड से यहाँ से निकल जाता है। कुरेहा कासल के ऊपर खड़ी होकर इन सभी को जाते हुए देख रही थी और तभी डाल्टन भी यहाँ पर आ जाता है। मुझे खुशी है कि चॉपर भी अब एक पायलट बनने जा रहा है। वो काफी समय से एक पायलट बनना चाहता था। और तभी कुरेहा बहुत सारी तोपों को तैयार करती है। सभी लोग फायर करना शुरू करो। और चॉपर और ये सभी लोग तोप की आवाज सुनकर रुक जाते हैं और इन लोगों ने जो आसमान में देखा उसे देखकर ये सभी लोग हैरान रह जाते हैं। चॉपर आसमान की तरफ देखता है और देखते हैं कि उस कासल के ऊपर बर्फ के बजाय चेरी ब्लॉसम की पत्तियां गिर रही हैं और ये सब कुछ हिरोलो की रिसर्च की वजह से ही हुआ है जो कि उसने मरने से पहले डॉक्टर कुरेहा को दे दी थी। इसके अंदर एक खास तरह का पाउडर था जो कि जब बर्फ के साथ रिएक्ट करता है तो बर्फ को चेरी ब्लॉसम में ट्रांसफॉर्म कर देता है जिससे कि कोई भी बीमारी ठीक हो जाएगी। चॉपर इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। मैं भी हिरोलो की तरह एक बढ़िया डॉक्टर बन के दिखाऊंगा। और अब फाइनली सब लोग अपनी शिप के ऊपर आ चुके हैं और अपने नए क्रू मेंबर की खुशी में ये सभी लोग नाच गाना कर रहे थे। लूफी वपूल को हरा देता है और ड्रम आइलैंड वपूल के राज से पूरी तरह से आजाद हो जाता है। और अब ड्रम आइलैंड से निकलने के बाद हमारे क्रू के अंदर एक नया डॉक्टर भी आ चुका है जिसका नाम है चॉपर। और गाइस प्रिंसेस वीवी जिसे हमने पहली बार देखा था हमें लग रहा था कि ये लड़की एक विलन है, पर जब हमने इसके बारे में और जाना तो हमें पता चला कि ये अरबास्ता किंगडम की राजकुमारी है। इसका किंगडम अरबास्ता अभी बहुत ज्यादा बुरी हालत में है और इसके पीछे क्रोकोडाइल का ही हाथ है। क्रोकोडाइल 7 वॉरलॉर्ड्स में से एक है और एक वॉरलॉर्ड कितना ज्यादा ताकतवर होता है तो हमें इस बात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि मीहॉक ये बंदा भी एक वॉरलॉर्ड है और मीहॉक के सामने जोरो बिल्कुल भी टिक नहीं पाया था। और इससे आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि क्रोकोडाइल कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और अब लूफी और ये सभी लोग अपनी दोस्त वीवी की हेल्प करने के लिए निकल चुके हैं अरबास्ता किंगडम की तरफ। और इस तरफ हम लिटिल गार्डन को देखते हैं। हाँ वही जगह जहाँ पर ब्रॉगी और डॉरी रहते हैं। मिस्टर 2 यहाँ पर पहुंच चुका है मिस्टर 3 को मारने के लिए जैसा कि क्रोकोडाइल ने इसे ऑर्डर दिया था। और मिस्टर 2 को यहाँ पर मिस्टर 3 नहीं मिलता है और इस आइलैंड के लोगों पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कहाँ गया वो मिस्टर 3? मुझे बताओ जल्दी से। हमें कैसे पता होगा सर? अरे यार अगर मैंने मिस्टर 3 को नहीं मारा तो क्रोकोडाइल मुझे ही मार देगा। शायद से मिस्टर 3 पहले ही निकल चुके हैं अलाबास्ता की तरफ। जल्दी से बोट को निकालो, हमें अभी इसी वक्त अलाबास्ता किंगडम की तरफ निकलना होगा। और मिस्टर 2 मिस्टर 3 को मारने के लिए अलाबास्ता किंगडम की तरफ निकल जाता है। इस तरफ अलाबास्ता के अंदर बारक वर्क्स के हेडक्वार्टर के अंदर कुछ पायरेट्स अलाबास्ता पर अटैक करने वाले हैं। तो आप इसके बारे में क्या करने वाले हैं क्रोकोडाइल सर? तुम जानती हो ना, लोग मुझे हीरो की तरह देखते हैं। वो हीरो जो कि पूरे पायरेट्स को मारकर अलाबास्ता किंगडम की रक्षा करता है। मुझे यही करना होगा। मुझे लोगों के सामने अपनी एक अच्छी इमेज बनाकर रखनी होगी। अगले दिन अलाबास्ता किंगडम के एक टाउन के अंदर कुछ पायरेट्स हमला कर देते हैं। सभी लोग बुरी तरह से डरे हुए हैं और अलाबास्ता के सोल्जर्स घोड़े पर सवार होकर आ रहे हैं। जितना भी सोना है हमें दे दो वरना तुम सभी लोग मारे जाओगे। और तभी सभी लोग छत की तरफ देखने लगते हैं। क्रोकोडाइल सर! सभी पायरेट्स क्रोकोडाइल को देखने लगते हैं। इन पायरेट्स का लीडर कहता है तो यही है क्रोकोडाइल? हाँ, ये समुद्र के 7 वॉरलॉर्ड्स में से एक है। क्रोकोडाइल सर आप आ गए। हमारा हीरो आ चुका है। मैं इनका सर अलग करने यहाँ पर आया हूँ। तुम अपने आप को कोई हीरो समझते हो क्या? तुम कोई हीरो नहीं, बस गवर्नमेंट के पालतू कुत्ते हो क्योंकि तुम एक वॉरलॉर्ड हो। ये सुनकर क्रोकोडाइल नीचे कूद जाता है मैं तुम्हें अलाबास्ता पर अटैक नहीं करने दे सकता। और सभी के सभी पायरेट्स क्रोकोडाइल के सीने के अंदर अपनी तलवार घुसा देते हैं। ये है तुम्हारा हीरो, ध्यान से देखो इसे। मर चुका है। तभी क्रोकोडाइल अपना एक हाथ हवा में उठाता है। ये जिंदा कैसे है? ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। इतनी सारी तलवारें घुसने के बावजूद ये बंदा जिंदा है और क्रोकोडाइल के हाथ के आसपास जो रेत होती है वो उड़ने लगती है। ये बंदा जादू जानता है क्या? और तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा रेत का तूफान आ जाता है। सभी पायरेट्स इस रेत के तूफान के अंदर फंस जाते हैं। थोड़ी देर बाद तूफान शांत हो जाता है। क्रोकोडाइल के इस हमले की वजह से जितने भी लोग यहाँ पर थे वो रेत के अंदर दब चुके हैं और इस सभी लोग मर जाते हैं। तुम में से कोई भी मेरे लेवल का नहीं है। जब तक मैं जिंदा हूँ कोई भी अलाबास्ता के ऊपर अपनी उंगली भी नहीं उठा सकता, समझे? और ऐसा बोलकर क्रोकोडाइल यहाँ से चला जाता है। ये कितना कूल है। क्रोकोडाइल क्रोकोडाइल हमारा हीरो है। और क्रोकोडाइल यहाँ से जाने लगता है। अलाबास्ता के सभी सिपाही यहाँ पर आ जाते हैं उन पायरेट्स को हराने के लिए, लेकिन देखते हैं कि क्रोकोडाइल इन सभी को पहले ही हरा चुका
चुका है। और बार हमारे पहुंचने से पहले ही ये क्रोकोडाइल सबको हरा देता है। इसके बाद हम अलुबारना पैलेस को देखते हैं। ये अलाबास्ता किंगडम के राजे का महल है। यहाँ पर कुछ सिपाही आते हैं और कहते हैं, गुस्ताखी माफ हो महाराज, इस बार भी वो क्रोकोडाइल हमसे पहले वहाँ पर पहुँच गया। और अलाबास्ता किंगडम का राजा, जिसका नाम है नेफर्तरी कोबरा, ये कहता है, ये तो काफी अच्छी बात है, वो ये सब कुछ हमारे लिए हेतु करता है। और इस तरफ गोइंग मैरी के ऊपर सांजी लूफी से पूछताछ कर रहा होता है। कल रात का खाना गायब है लूफी, तूने ही उसे खाया है, मुझे मालूम है, मुंह दिखा अपना। क्या भाई, मैंने तो देखा भी नहीं, कौन सा खाना? अच्छा, तो तुम्हारे मुंह पर खाना क्यों लगा हुआ है? हाँ, अरे शिट यार, लगता है मैं खाना पूछना भूल गया। साले तेरी तो, तूने ही खाना चुराया है, मुझे पता था। सांजी लूफी के एक लात मारता है और इस तरफ उसॉप, चॉपर और कारू फिशिंग कर रहे होते हैं और इन सभी के मुंह के अंदर भी खाना होता है। ये रात का खाना है जो कि सांजी ढूंढ रहा है। सांजी ये देख लेता है और इनके पास आकर इन पर एक एक पंच मार देता है। इसके बाद लूफी भी उसॉप के साथ फिशिंग करने के लिए बैठ जाता है। कितना भुक्कड़ है तो लूफी, तूने मछलियों का चारा भी खा लिया। तभी वीवी यहाँ पर आ जाती है। तुम लोग आखिर कर क्या रहे हो? हाँ, अच्छा फिशिंग कर रहे हो, तो तुम लोगों के हाथ कुछ है क्या? एक सेकंड। वीवी देखती है कि एक मछली के चारे की जगह इन लोगों ने कारो को ही एक बेट की तरह यूज किया हुआ है। कारो बेचारी रो रही होती है। ये क्या है? तुम्हारी ऐसी की तैसी, ये क्या है? ये क्या कर रहे हो तुम कारो के साथ? साले लूफी, तेरी वजह से मैं पिट गया, ये तेरा आइडिया था ना? अरे यार, मुझे लगा हम बड़ी मछली पकड़ लेंगे। और इस तरफ हम मिस्टर 2 को देखते हैं जो कि मिस्टर 3 को ढूंढ रहा है। अरे यार, अगर मुझे मिस्टर 3 नहीं मिला तो क्रोकोडाइल मुझे मार देगा। लूफी और मिस्टर 2 की बोट आसपास ही है और उसॉप और लूफी को एक बहुत बड़ी मछली मिली है, पर हमें पता चलता है कि इन्होंने मिस्टर 2 को ही पकड़ लिया है जब वो शिप इनके पास से गुजर रही थी। ये क्या भाई, मैं तो अपनी शिप पे था, मैं इसके पास कैसे आ गया? मिस्टर 2 नीचे पानी के अंदर गिर जाता है। मुझे बचाओ, मैं तैर नहीं सकता, मुझे बचाओ। लूफी और उसॉप मिस्टर 2 की जान बचा लेते हैं और उसे अपनी शिप के ऊपर लेकर आते हैं। ये बंदा सही सलामत बोट के ऊपर आ जाता है। शुक्रिया, आप लोगों ने मेरी जान बचाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकता। क्या मुझे एक गर्म सूप मिल सकता है? तेरी जान बचाइए, ठीक है ना? तेरे बावर्ची नहीं हम खुद भूख के नंगे बैठे हैं, तुझे कैसे खाना खिलाएंगे? अच्छा, तो आपको तैरना नहीं आता? हाँ, दरअसल मैं एक डेविल फ्रूट का यूजर हूँ, इसलिए मैं तैर नहीं सकता हूँ। क्या सच में? तो आपकी ताकत क्या है? और मिस्टर 2 अचानक से लूफी के एक चांटा मार देता है और लूफी दूर जाकर गिरता है और जोरो अपनी तलवार निकाल कर खड़ा हो जाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जोरो मिस्टर 2 के ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी मिस्टर 2 इसे रोक लेता है। अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ भाई, ये बंदा लूफी की आवाज में कहता है और हमें पता चलता है कि इस बंदे ने लूफी का चेहरा चुरा लिया है। ये देखकर लूफी हैरान रह जाता है। अरे भाई साहब, ये क्या है? हाँ, यही मेरी ताकत है। और मिस्टर 2 अपना चेहरा पहले जैसा कर लेता है। मैं जिसको भी छूता हूँ मैं उसका रूप ले सकता हूँ और उसकी आवाज भी। क्या बात है? मिस्टर 2 एक एक करके सभी लोगों को छूने लगता है और उसॉप, जोरो, चॉपर और नामी का रूप बदलकर दिखाता है इन सभी को। और मिस्टर 2 अपनी शर्ट खोल के दिखाता है नामी का रूप लेके। अरे ये तो बिल्कुल सेम टू सेम है। नामी इस बंदे की एक पंच मार देती है। साले अपना रूप बदल ले, ठीक है ना, वापस से, इससे पहले कि मैं तुझे जान से मार दूं। मुझे माफ करना, हाँ बस यही मेरी ताकत थी। उसॉप और लूफी ये दोनों इस बंदे से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो चुके हैं। अरे वाह, क्या बात है। और मिस्टर 2 इन सभी को बहुत सारे बंदों का चेहरा दिखाने लगता है, लेकिन तभी अचानक से मिस्टर 2 अलाबास्ता किंगडम के राजा का चेहरा बना लेता है। ये देखकर वीवी समझ जाती है कि ये बंदा कोई आम बंदा नहीं है और ये सभी लोग डांस करना शुरू कर देते हैं। और तभी नामी देखती है कि एक अजीब सी शिप इनकी तरफ आ रही है। लगता है मेरे जाने का समय हो चुका है, तो दोस्तों, मैं आपसे फिर से मिलूंगा, मुझे भूलना मत। अरे लूफी, चॉपर और उसॉप इमोशनल हो जाते हैं और इसे जाता हुआ देखकर रोना शुरू कर देते हैं। आपकी बहुत याद आएगी सर जी, प्लीज आइए मत, प्लीज। मिस्टर 2 के साथी कहते हैं, अरे मिस्टर 2 जी चलिए, जाने का समय हो चुका है। और मिस्टर 2 की शिप यहाँ से चली जाती है और तभी लूफी और ये सभी लोग हैरान रह जाते हैं। एक सेकंड, क्या उन लोगों ने अभी मिस्टर 2 कहा? अरे भाई, ओ शिट, मतलब ये पार्क वर्क्स के लिए काम करता है। वीवी भी ऊपर खड़ी होती है और कहती है, मैंने मिस्टर 1 और मिस्टर 2 को पहले कभी नहीं देखा है, बाकी सभी को देख चुकी हूँ। जब वो बार बार रूप बदल रहा था, उसने बीच में मेरे फादर यानी कि अलाबास्ता किंगडम के राजा का चेहरा भी लिया था। जो इंसान एक राजा का चेहरा ले सकता है, वो तो इस ताकत का यूज करके बहुत गलत काम कर सकता है। हमें उसकी ताकत के बारे में पहले ही पता चल गया, अब बस हमें सावधान रहना होगा। इस तरफ मिस्टर 2 अपनी शिप के ऊपर बैठकर सोच रहा होता है। क्या बात है, आज कितने अच्छे दोस्त बने मेरे। वीवी और नामी नोटिस करते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो चुका है, जिसका मतलब है कि ये लोग अलाबास्ता किंगडम के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं। तभी लूफी देखता है कि इनके पीछे पीछे बहुत सारी बोट्स आ रही हैं। उसॉप अपनी दूरबीन से देखता है और उन सभी बोट्स के ऊपर बारक वर्क्स लिखा हुआ है। ये सभी अलाबास्ता आ रहे हैं। लगता है सभी लोग बारक वर्क्स के लिए काम करते हैं। फिलहाल हमें मिस्टर 2 से बचना होगा। अगर वो हमारे बीच में घुल मिल गया तो हम उसके बारे में पता भी नहीं लगा पाएंगे। जोरो इन सभी को एक पट्टी दे देता है। सभी लोग इस पट्टी को अपने हाथ में बांध लो। और ये सभी लोग अपनी कलाई के ऊपर एक एक पट्टी बांध लेते हैं। ये हमें बचाएगा मिस्टर 2 से। वो देखो सामने नानोहाना टाउन आ चुका है, शिप को यहीं पर रोक दो। और ये सभी लोग नानोहाना टाउन में पहुंच जाते हैं, जो कि अलाबास्ता किंगडम का ही एक शहर है। वीवी, हम लोग यहाँ पर पहुँच तो गए, पर क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है क्या? हाँ, मेरे पास एक प्लान है, पर मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ। और अंदर ये लूफी पड़ा होता है। यार मुझे भूख लग रही है, और अपनी चप्पल को खा रहा होता है। तुम सभी लोग सुनो मेरी बात, हम सभी लोग एक अनजान टाउन में आए हैं, इसलिए तुम सभी लोग अपनी हरकतों पर काबू रखना, समझ गए? और कोई अजीब हरकत मत कर देना। ठीक है नामी सा, मैं समझ गया। नामी, क्या तुम्हें नहीं लगता तुमने बोलने में कुछ ज्यादा ही देर कर दी है? लूफी को देखो जरा, ये लूफी शिप से भाग रहा होता है। मुझे रेस्टोरेंट में जाना है, भूख लगी है। साले लूफी, वापस आ जाए इधर। लेकिन लूफी इसकी बात नहीं सुनता और यहाँ से चला जाता है। चिंता की कोई बात नहीं है नामी। इस गधे को तो ये भी नहीं पता कि इसके सर के ऊपर 30 करोड़ की बाउंटी है। तभी जोरो और चॉपर भी नीचे चले जाते हैं लूफी का पीछा करते करते। एवरीबॉडी, सबके सब भुक्कड़ है साले। और तभी इन सभी को अपने सामने मिस्टर 3 की शिप दिखाई देती है, जिसका मतलब है कि मिस्टर 3 अलाबास्ता किंगडम पहुंच चुका है। हमसे पहले
यहाँ पर पहुँच चुका है वो। अब हम लोग क्या करेंगे? उस आदमी ने हमारा चेहरा देख रखा है। अगर उसने हमें टाउन में घूमते हुए देख लिया तो हम में से कोई नहीं बचेगा। चिंता मत करो नामी, मेरे पास एक आइडिया है। और ये सारे लोग एक कंबल ओढ़कर टाउन के अंदर घुस जाते हैं ताकि इन्हें कोई बार्क वर्क्स का एजेंट ना देख ले और इन्हें पहचान ना ले। ये सभी लोग छुपते छुपाते एक जगह पर आ जाते हैं। शुक्र है किसी ने हमें नहीं देखा। नामी, तुम अब जा सकती हो। तुमने मुझे यहाँ पर छोड़ने का वादा किया था। तुम्हारा वादा पूरा हो चुका है। चुप करो तुम हमारी दोस्त हो, समझ गई? हम तुम्हारी हेल्प करने यहाँ पर आए हैं। ठीक है नामी। अच्छा ठीक है, तो मेरा प्लान सुनो। हमें पास ही के यूबा टाउन में जाना होगा। यहीं पर हमें रेबेलियन आर्मी मिलेगी। तो गाइस, ये रेबेलियन आर्मी कौन है इसके बारे में हमें थोड़ी देर में पता चलने वाला है। पर हम वहाँ पर ऐसे नहीं जा सकते, हमें कपड़े बदलने पड़ेंगे। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं जाता हूँ और कपड़े लेकर आता हूँ। मिस्टर ट्री ने मुझे अभी तक नहीं देखा है और चॉपर को अभी तक नहीं देखा है। ठीक है, मैं समझ गया। मैं भी सांजी के साथ चलूंगा। सांजी और चॉपर कपड़े खरीदने के लिए मार्केट के अंदर चले जाते हैं। ये सब तो ठीक है, पर वो पागल लूफी कहाँ पर है? और इस तरफ हम लूफी को देखते हैं। ये रेस्टोरेंट जैसा तो नहीं लग रहा। मैं कहाँ पर आ गया भाई? कहीं मैं खो तो नहीं गया? और हमें पता चलता है कि लूफी एक्साइटमेंट में भागते हुए नानोहाना टाउन से बहुत आगे आ चुका है। अरे यार, ये क्या हो गया? अचानक से लूफी की नजर एक जगह पर जाती है। उस घर के अंदर से धुआं निकल रहा होता है। एक सेकंड, यहाँ पर धुआं है, कहीं रेस्टोरेंट तो नहीं? और उस जगह की तरफ भागते हुए चला जाता है। और इस तरफ सांजी मार्केट के अंदर कुड़ियों के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। तुम्हारा नाम क्या है? और ये सांजी उस लड़की के पीछे भागने लगता है। मिस, कहाँ जा रहे हैं? भाई सांजी यार ठरकी बंदाए। सांजी चॉपर को छोड़कर यहाँ से चला जाता है और अभी चॉपर बिल्कुल अकेला है। यहाँ तो कितनी तेज धूप है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। और चॉपर किसी कमरे के अंदर आकर रेस्ट करने लगता है। पर हमें पता चलता है कि ये कोई कमरा नहीं है, ये एक ऊंट गाड़ी है। इस ऊंट गाड़ी का मालिक गेट को बंद कर देता है और ये चली जाती है नानोहाना शहर के बाहर। सांजी यहाँ पर आता है। मैंने सारा सामान खरीद लिया है। चॉपर कहाँ गया? इस तरफ लूफी उस घर के अंदर पहुँच चुका है। ये रेस्टोरेंट जैसा तो नहीं लग रहा। बाहर एक नल होता है, उसके अंदर से पानी पीने की कोशिश करता है। एक बूंद। अरे यार शिट। और यहाँ पर बहुत सारे बैग भी पड़े होते हैं और उन बैग्स के अंदर ग्रीन कलर का एक पाउडर होता है। इस घर के अंदर एक आदमी होता है जिसके हाथ में एक तलवार है और ये सारी बातें सुन रहा होता है। लूफी अपने बगल में एक भट्टी को देखता है और उन सभी बैग्स को इस भट्टी के अंदर डाल देता है। शुक्र है मैंने इसे जला दिया, वरना मेरे जैसा कोई मुसाफिर आता और इस कड़वे पाउडर को खा लेता। पाउडर जाने के बाद इस घर की चिमनी अचानक से हरे कलर में बदल जाती है। पर तभी अचानक से लूफी देखता है कि उसके ऊपर काले बादल आ चुके हैं और अचानक से बारिश होना शुरू हो जाती है। शुक्र है मेरी प्यास बुझ गई। और ये आदमी जो अंदर बैठा हुआ था ये बाहर आता है और उन सभी पाउडर्स को जला हुआ देखकर हैरान रह जाता है। ओए, ये क्या किया तूने? अच्छा, तो तुम उस जहर की बात कर रहे हो, है ना? मैंने उसको भट्टी के अंदर डालकर जला दिया। क्या तूने जला दिया उसे? साले वो डाउस पाउडर था, मेरा खजाना। क्या हो गया भाई बूढ़े आदमी? उसके अंदर ऐसा भी क्या था? तेरा उससे कोई मतलब नहीं, वो कोई आम पाउडर नहीं था। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। सॉरी सर जी, मुझे माफ कर देना। माफी मांगने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें मुझे इसके पैसे देने होंगे। क्या मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है सर जी? अरे यार, मैंने टाउन से इतना दूर कैबिन बनाया अपना और इस बच्चे ने मेरा सारा काम खराब कर दिया। अरे यार, रोक क्यों रहे हो? और खरीद लेना। गधे कहीं के, इस पाउडर को खरीद या बेच नहीं सकते हैं, सरकार ने इस पर बैन लगा रखा है। तुम कोई गलत काम कर रहे हो ना? सच बताना। बहुत हो गया तेरा, अब तू मर जा। इस तरफ चॉपर की आंख खुलती है और अपने आप को एक ऊंट गाड़ी के अंदर पाता है। ये क्या हो रहा? ये मैं कहाँ हूँ और ये लोग कौन है? यार, और देखता है कि इस ऊंट गाड़ी के अंदर बहुत सारी बंदूकें भी रखी हुई हैं। मुझे यहाँ से भागना होगा। ये गाड़ी कहीं पर पहुंच जाती है। एक आदमी गेट खोलता है और देखता है कि चॉपर अंदर लेटा पड़ा है। ये क्या है? इस तरफ एक आदमी एक कैंप के अंदर जाता है। यहाँ पर एक बंदा बैठा होता है जिसका नाम है कोजा। इस बंदे के पास एक आदमी आता है और इससे कहता है, अलाबास्ता किंगडम तबाह होता जा रहा है, हमें अलाबास्ता को बचाना होगा। आखिर हम रेबल आर्मी के मेंबर्स हैं। जिससे कि हमें पता चलता है कि ये बंदा रेबल आर्मी का एक मेंबर है जिनके पास वीवी आना चाहती है। और ये रेबल आर्मी असली में कौन है और इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई, इसके बारे में हमें थोड़ी देर में पता चलने वाला है। और इस तरफ ये आदमी देखता है कि रेनडियर यहाँ से गायब हो चुका है और चॉपर एक ऊंट के सहारे यहाँ से दूर आ जाता है और ये ऊंट इसकी हेल्प कर रहा है वापस से नानोहाना टाउन में ले जाने के लिए। शुक्रिया आपका, मुझे उस अजीब सी जगह से निकालने के लिए। और ऊंट चॉपर को यहाँ पर छोड़कर यहाँ से चला जाता है। इस तरफ हम लूफी को देखते हैं। लूफी इस आदमी से इस पाउडर के बारे में पूछता है। इसका नाम डांस पाउडर है और जैसे ही इसे हवा में छोड़ा जाता है तो बारिश होनी शुरू हो जाती है। ये एक जादुई पाउडर है। अलाबास्ता किंगडम के अंदर पानी की बहुत ज्यादा कमी है, इधर हमेशा सूखा पड़ा रहता है। पर इस पाउडर से हम बारिश करवा सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने इस पाउडर के ऊपर बैन लगा रखा है। ना इसे कोई खरीद सकता है, ना इसे कोई बेच सकता है। और जिसके हाथ में ये पाउडर दिख जाता है गवर्नमेंट उसे मार देती है। ये आदमी लूफी को अपना लंच दे देता है। इस लंच के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बूढ़े आदमी। हाँ, जाओ इसे लेकर जाओ और वापस कभी मत आना। और इस तरफ सभी लोग चॉपर और सांजी के आने का इंतजार कर रहे हैं और तभी चॉपर और सांजी सामने से आ जाते हैं और सभी लोग अलाबास्ता किंगडम के कपड़े पहन लेते हैं। और नामी बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है इन कपड़ों में। इन कपड़ों में मुझे थोड़ी सी शर्म आ रही है। अरे वाह नामी जी, इन कपड़ों में तो आप बहुत सुंदर लग रही हैं। और सांजी जोरो और उसब के लिए सस्ते वाले कपड़े लेकर आता है, बिल्कुल चोर बाजार वाले। और ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हमें रेगिस्तान को पार करके यूबा टाउन में जाना होगा। पर भाई कोई मिसिंग नहीं लग रहा तुम्हें? और इस तरफ रेगिस्तान में लूफी उस आदमी का दिया हुआ लंच खाते हुए जा रहा है और तभी नानोहाना में किसी की एंट्री होती है। इस बंदे ने एक हैट पहनी हुई है और इसकी पीठ के ऊपर एक अजीब सा टैटू है। एक दुकानदार इस बंदे को देखता है और कहता है, लगता है तुम इधर नए हो बच्चे, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। ये देखो, इस सोने के सेब को अगर तुम खा लोगे तो तुम 1000 साल से भी ज्यादा जी सकोगे। नहीं, मुझे 1000 साल जीने में कोई दिलचस्पी नहीं, मैं बस आज को जीना चाहता हूँ। और यहाँ से चला जाता है। लगता है किसी और को चूना लगाना पड़ेगा। और तभी उस शॉप और चॉपर भी यहाँ पर आ जाते हैं। क्या आप इस सेब को बेच सकते हैं
हैं प्लीज। तुम्हारी आंखें काफी तेज हैं बच्चे, तुमने बिल्कुल सही चीज का चुना है। हाँ तो कितने में बेचोगे इसे? बस 1000 बेरीज। तभी नामी यहाँ पर आ जाती है और इन दोनों को एक एक पंच मारती है। तुम्हें सच में लगता है कि ये चीज असली है? ये बंदा तुम्हें चूना लगा रहा है। जोरो पर्दा हटा के दिखाता है और यहाँ पर एक बंदा नॉर्मल से सेब को गोल्डन पेंट कर रहा होता है, पर नामी उसॉप और चॉपर को खींच कर लेकर चली जाती है। इन चीजों के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, हमें लूफी को ढूंढना होगा जल्द से जल्द। पता नहीं किधर चला गया वो। तभी जोरो की नजर बगल की दुकान पर जाती है। ये बंदा लूफी का पोस्टर इस दुकानदार को दिखा रहा होता है। क्या तुमने इस लड़के को कहीं देखा है? और ये सभी लोग उसी लड़के को देखने लगते हैं। मैंने तो इसे नहीं देखा है, पर तुम रेस्टों में पता कर सकते हो, क्योंकि सभी मुसाफिर सबसे पहले खाना खाने ही जाते हैं। हाँ ठीक है, आपका शुक्रिया। ये लूफी को क्यों ढूंढ रहा है? दिखने में भी काफी ज्यादा ताकतवर लगता है। शायद वो बाउंटी हंटर है, इसलिए लूफी को मारने के लिए ढूंढ रहा है। नहीं, मुझे वो बाउंटी हंटर तो नहीं लग रहा। और ऊपर से उसकी पीठ के ऊपर एक अजीब सा टैटू भी है। तभी जोरो देखता है कि सामने वही लॉकडाउन वाली लड़की है, ताकेशी, और ये लड़की एक तलवार वाले से बहस कर रही होती है। अरे ओ, तुम ऐसे ही इस तलवार को नहीं बेच सकते, समझ गए ना? क्या तुम्हारे पास इसे बेचने का लाइसेंस है? अरे ये तो वही है, ये इधर क्या कर रही है? और जोरो छुप जाता है। क्या हो गया भाई जोरो, छुप क्यों रहा है? सामने देखो जरा क्या है। और तभी इस लड़की के पीछे से अचानक से कैप्टन स्मोकर भी यहाँ पर आ जाता है। ये 2-4 पायरेट्स को अपने कंधे के ऊपर उठा कर लेकर आता है। ये लोग मुझसे बहुत बदतमीजी से बात कर रहे थे। इन्हें शायद नहीं पता कि मैं नेवी का एक ऑफिसर हूँ। ध्यान रखना, स्ट्रॉ हैट और उसका क्रू यहीं पर होगा, आसपास नजर रखना। और ये सभी लोग कैप्टन स्मोकर और ताकेशी को देख लेते हैं। अरे भाई, ये तो वही ऑफिसर नहीं है जो कि हमें लॉकडाउन में मिला था। हाँ ये वही है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारा पीछा करते करते इतनी दूर तक आ जाएगा। लूफी कहाँ पर है यार? इधर हम लूफी को देखते हैं जो कि रेगिस्तान में खो चुका है। लूफी एक लकड़ी के सहारे चल रहा होता है। भूख लग रही है, गर्मी भी बहुत है यार। और तभी लूफी को अपने सामने नानोहाना टाउन दिखाई दे जाता है। मिल गया, सबसे पहले तो खाना खाऊंगा। इस तरफ नानोहाना के अंदर हम एक रेस्टोरेंट को देखते हैं जहाँ पर बहुत भीड़ लग रही है। तभी एक आदमी यहाँ पर आता है और पूछता है, क्या हुआ भाई, इतनी भीड़ क्यों है आज? अंदर एक आदमी खाना खा रहा था और खाना खाते खाते मर गया। शायद उसे किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया है। और रेस्टोरेंट के अंदर हम उसी अजीब से बंदे को देखते हैं और ये बंदा खाना खाते हुए मर चुका है। इसका सर खाने की प्लेट पर है। लगता है ये मर चुका है। अचानक से उठ जाता है। खाना तो बहुत टेस्टी है। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं। अरे भाई, ये वापस जिंदा कैसे हो गया? भाई तू ठीक तो है ना? क्या तुम ठीक हो? और तभी ये लड़का इस लड़की की ड्रेस से अपना मुंह पोंछने लगता है। भाई तुझे हुआ क्या था? ये क्या था अभी? हाँ दरअसल मैं बस सो गया था, मेरी आंख लग गई थी, सॉरी। अरे भाई, खाना खाते हुए कैसे सो सकता है? पागल वागल है क्या? क्या तुम्हें कोई तकलीफ है? साले तेरी चिंता हो गई थी, हमें तकलीफ कोई नहीं, हमें ठीक है ना? ओ भाई, ये सारे कॉमेडी करने के लिए रखे हुए हैं क्या? और अचानक से बंदा वापस से प्लेट में अपना मुंह देकर सो जाता है। अबे वापस हो गया तू? क्या अजीब आदमी है ये। बाहर कैप्टन स्मोकर होता है और इस भीड़ को देखकर अंदर आने लगता है। और अंदर ये बंदा लूफी का पोस्टर दिखाता है। क्या आपने इस आदमी को कहीं देखा है? कभी देखा है? कभी सोचा है? कैप्टन स्मोकर भी यहाँ पर आ जाता है। मुझे लगा नहीं था कि तुम में इतनी हिम्मत होगी। खुलेआम पब्लिक के अंदर बैठ कर खाना खा रहे हो। सभी लोग इससे दूर रहो। ये बंदा व्हाइट बियर्ड पायरेट्स का 2nd डिवीजन का कमांडर है और इसका नाम है ओर्टिगस डी एज। व्हाइट बियर्ड, वो व्हाइट बियर्ड पायरेट्स। और ये सुनकर सभी लोग इससे दूर होने लगते हैं क्योंकि व्हाइट बियर्ड पायरेट्स बहुत ज्यादा खतरनाक है, जिसके बारे में हमें आगे के पार्ट्स में पता चलने वाला है। इस पलट कर कैप्टन स्मोकर से कहता है, चले जाओ यहाँ से, मैं बस अपने छोटे भाई को ढूंढने यहाँ पर आया हूँ। इस तरफ लूफी टाउन के अंदर पहुंच चुका है और किसी रेस्टोरेंट को ढूंढ रहा है। और तभी से सामने एक रेस्टोरेंट दिखाई दे जाता है। रेस्टोरेंट में आ गया भाई। रेस्टोरेंट के अंदर एस और स्मोकर आपस में बातें कर रहे होते हैं। हाँ तो भाई, क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? मैं एक नेवी वाला हूँ और तुम एक पायलट हो। जाहिर सी बात है, मैं तुम्हें पकड़ना चाहूंगा। स्मोकर अपनी डेविल फ्रूट की पावर का यूज करने लगता है और एस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी एक आवाज आती है, कम कम रॉकेट। और आते ही लूफी कैप्टन स्मोकर से टकरा जाता है। ये क्या हो रहा है भाई? लूफी स्मोकर के साथ साथ एस को भी अपनी चपेट में ले लेता है और एस और कैप्टन स्मोकर दोनों दीवार तोड़कर दूर जाकर गिरते हैं। सभी लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं और लूफी खाना खाने के लिए बैठ जाता है। लाओ भाई, खाना लाओ जल्दी से, बहुत भूख लग रही है। पर बच्चे, बट तुमने अभी जो किया है उसे तो देख लो जरा। मुझे बस खाना दो। लूफी खाना खाने लगता है। ये देखो तुमने क्या किया है। तुमने 7-8 दीवारें तोड़ दी है एक ही बार में। अरे भाई, कितना अजीब रेस्टोरेंट है तुम्हारा। यहाँ की दीवारों में छेद है। साले ये तूने किया है, बोल रहा ज्यादा। एस उठता है और बहुत गुस्से में लग रहा होता है। किसने ये किया? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। किसने मुझे धक्का दिया? किसकी मौत आई है? एस वापस जाता है और तभी एस की नजर लूफी पर जाती है और उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। दरअसल ये एस लूफी का बड़ा भाई है। अरे लूफी, तुम यहाँ पर? लेकिन तभी स्मोकर इसका सर जमीन पर पटक देता है। लूफी देखता है कि उसके सामने कैप्टन स्मोकर खड़ा हुआ है। मैंने तुम्हारा कहाँ पीछा नहीं किया। आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए, स्ट्रॉ हैट। लूफी को याद आता है कि ये तो कैप्टन स्मोकर है जो कि इसे लॉकडाउन के अंदर मिला था। लूफी इसे देखकर डर जाता है और तभी अपना खाना स्मोकर के मुंह के ऊपर फेंक देता है। तुमने मुझे एक और वजह दे दी तुम्हें अरेस्ट करने के लिए। रुक जाओ भाई, एक सेकंड। लूफी अचानक से पूरा खाना अपने मुंह के अंदर भर लेता है और इस रेस्टोरेंट से भाग जाता है। दोबारा कभी नहीं मिलेंगे स्मोकर सर जी। स्मोकर इसका पीछा करने लगता है और एस भी लूफी के पीछे भागने लगता है। तभी स्मोकर को अपने सामने ताशिकी दिखती है। ताकेशी, इस पर हमला करो जल्दी, वो स्ट्रॉ हैट तुम्हारे पास आ रहा है। ताशिकी इस पर हमला कर देती है लेकिन लूफी बचकर छत के ऊपर चला जाता है। स्मोकर अपना शरीर एक स्मोक में बदल लेता है और हवा में उड़ने लगता है और छत पर पहुंच जाता है लूफी को पकड़ने के लिए। नेवी वालों को इकट्ठा करो, इसके क्रू मेंबर्स भी यहीं आसपास ही होंगे। लूफी का क्रू इधर है, मतलब कि वो जोरो भी इधर ही होगा। स्मोकर लूफी के ऊपर व्हाइट स्नेक अटैक का यूज करता है। इसका धुआं एक स्नेक में बदल जाता है और लूफी के पीछे पड़ जाता है। स्ट्रॉ हैट, बताओ मुझे यहाँ पर क्यों आए हो? क्या भाई, मैं क्रोकोडाइल के पीछे आया हूँ, मैं उसको मारना चाहता हूँ। और तभी लूफी यहाँ से गायब हो जाता है। स्मोकर
स्मोकर देखता है कि लूफी छत से हटकर नीचे की तरफ आ चुका है। इस तरफ सांजी और वीवी ये सभी लोग बैठे हुए हैं और तभी नेवी वालों की आवाज आती है, उसको भागने मत देना, पीछे करो स्ट्रॉ हैट का। ये सुनकर ये सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अरे यार, इसकी वजह से हम सब लोग फंसेंगे, कर दिया इसने कांड। नेवी वाले लूफी के पीछे पड़ चुके हैं और लूफी यहाँ से भाग रहा होता है, लेकिन तभी लूफी इन सभी को देख लेता है। जोरो, क्या हाल है? लूफी अपने क्रू को आवाज लगाता है और सभी लोग बुरी तरह से डर जाते हैं। ये लूफी हमें मरवा कर रहेगा किसी दिन। अबे भाग जा लूफी, इधर बता। लूफी अपने क्रू की तरफ भागने लगता है। वो रहा स्ट्रॉ हैट और उसके क्रू के मेंबर्स भी वहीं पर हैं, जल्दी चलो। स्मोकर और मरीन के सभी सोल्जर्स लूफी के पीछे पड़ जाते हैं। स्मोकर व्हाइट ब्लो नाम का एक अटैक यूज करता है। लूफी डर के मारे भाग रहा होता है और तभी एस की आवाज आती है, मेरे छोटे भाई को छोड़ दो। और एस अपना हीट हेज नाम का एक अटैक यूज करता है और तभी कैप्टन स्मोकर की स्मोक आग की लपटों के अंदर घिर जाती है। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। लूफी एस को देखता है और सोचता है, ये आवाज मैंने कहीं सुनी हुई है। एस की बॉडी के अंदर से आग निकल रही होती है। हमारे रास्ते से हट जाओ, मेरे छोटे भाई को छोड़ दो और हार मान लो। लूफी एस को देखता है और एस की उंगलियों से और उसके हाथों से आग निकल रही होती है। ये तो डेविल फ्रूट यूजर है, पर ये हमें क्यों बचा रहा है? एस भाई, इधर क्या कर रहे हो आप? छोटे भाई, बहुत देर कर दी तुमने मुझे पहचानने में। हाँ, वैसे तुम बिल्कुल नहीं बदले लूफी। हाँ, पर भैया जी, आपकी बॉडी से आग कैसे निकल रही है? हाँ, दरअसल मैंने फ्लेयर फ्रूट खाया था। स्मोकर और सभी मरीन वाले इसके सामने खड़े होते हैं। लूफी, यहाँ से जल्दी से भाग जाओ, इसे मैं देखता हूँ। मैं इसे हरा कर जल्दी से तुम्हारे पास आता हूँ। और लूफी इस पर भरोसा करके अपने क्रू के साथ यहाँ से भाग जाता है। तुम उसकी मदद क्यों कर रहे हो? हाँ, वो इसलिए क्योंकि वो मेरा छोटा भाई है। क्या वो तुम्हारा भाई है? और तभी एस की आग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इस तरफ वीवी लूफी से पूछती है, लूफी, वो आदमी था कौन? हाँ वीवी, वो मेरा बड़ा भाई है। एस ये सुनकर उसप और जोरो हैरान रह जाते हैं। क्या तुमने अपने भाई के बारे में हमें कभी बताया नहीं लूफी? इस तरफ एस पूरी तरह से आग में घिरा हुआ है। स्मोकर और एस एक दूसरे पर हमला करते हैं और तभी ये सभी लोग देखते हैं कि हवा में स्मोक और आग घिर चुकी है। लूफी, क्या वो लड़का सच में तुम्हारा भाई है? हाँ, वो मेरा भाई है और उसका नाम है एस। हाँ, तो वो ग्रैंड लाइन में क्या कर रहा है? एस भी एक पायरेट है। एस ने बहुत साल पहले घर छोड़ दिया था वन पीस को ढूंढने के लिए। ये सभी लोग गोइंग मैरी की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन लूफी का ध्यान अभी भी इन दोनों की फाइट के ऊपर है। यार, एस तो बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है। लूफी एस को देखता रहे, जिसकी वजह से ये भटक जाता है और गलत दिशा की तरफ जाने लगता है। लूफी अलग ही जगह पर आ जाता है और इसे पता भी नहीं है कि ये बंदा भटक चुका है। और तभी ये सभी लोग शिप के ऊपर पहुंच जाते हैं। ये सभी लोग यहाँ से जाने लगते हैं। सब कुछ तैयार है क्या? मैं शिप को चला दूं? एक मिनट रुको, सभी लोग आ गए ना भाई शिप पे? ये देखते हैं कि लूफी मिसिंग है। अरे यार, फिर से नहीं। अरे यार, लूफी अभी भी शिप पे नहीं आया है और इस तरफ लूफी खो चुका है। यार, इन लोगों को शर्म भी नहीं आती, अपने कैप्टन को अकेला छोड़कर भाग गए। और तभी एस लूफी के सामने आ जाता है। कितना समय हो गया तुम्हें देखे हुए भाई। मुझे भी भैया, आप बिल्कुल नहीं बदले भैया। पर भैया, आप यहाँ पर कर क्या रहे हो? हाँ, मैं एक छोटा सा काम निपटाने यहाँ पर आया था, तो सोचा मैं अपने छोटे भाई से भी मिल लूं। वैसे मैंने व्हाइट बियर्ड पायरेट्स के ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है लूफी। क्या आपने व्हाइट बियर्ड्स को ज्वाइन कर लिया? हाँ, ये देखो मेरी पीठ के ऊपर। तुम भी हमारे क्रू को ज्वाइन कर लो लूफी, उसके बाद हमेशा साथ रहेंगे। नहीं भैया, दरअसल मेरे पास अपना एक क्रू है। मुझे पता है, मैं तो मजाक कर रहा था। ये दोनों चलते चलते आपस में बात करने लगते हैं। हाँ, तो लूफी, तुम्हारे क्रू में कौन कौन है? हाँ, एक तलवारबाज, एक कुक, एक नेविगेटर, एक रेंडियर, एक राजकुमारी और एक पागल बतख भी है। तुम्हारा क्रू तो बहुत अजीब है लूफी। और तभी 12 वर्क्स के मेंबर्स इनके सामने आ जाते हैं और इनका लीडर कहता है, अब बच के कहाँ जाओगे? ये सभी लोग इन पर बंदूक तान देते हैं। ये सभी पायरेट्स लूफी और एस पर हमला कर देते हैं, लेकिन लूफी और एस बहुत आसानी से इन सबको हरा देते हैं। टाउन के किनारे पर आ जाते हैं और तभी लूफी की नजर अपनी शिप पर जाती है। एस भैया, मुझे शिप दिख गई, मैं अपनी शिप पर जा रहा हूँ। ठीक है लूफी, तुम जा सकते हो, मैं इन गुंडों को संभालता हूँ। जोरो, हेलो, दिख रहा हूँ मैं? नामी, वो रहा लूफी, शिप को उसकी तरफ मोड़ लो। तभी लूफी अपना हाथ बड़ा करता है और शिप को पकड़ लेता है। लूफी शिप के ऊपर आता है और सांजी से टकरा जाता है। अरे यार लूफी, तो ये जानबूझकर करता है ना। साले, अगली बार मुझे मारा ना तूने तो देख लियो तू। एस कहाँ पर रह गया? लूफी, वहाँ पर तो बहुत सारे गुंडे हैं, तुम अपने भाई को अकेला छोड़कर आ गए। अरे चिंता मत करो, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग है? हाँ चॉपर, वो सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है। बहुत सालों पहले उसने मुझसे फाइट की थी और तब तो उसने वो डेविल फ्रूट भी नहीं खाया था। मैं तब भी उससे बहुत बुरी तरह से हार गया था। क्या उसने सच में तुमको हराया है लूफी? हाँ, मैं एस को कभी नहीं हरा सकता, वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। और तभी एस भी यहाँ पर आ जाता है। एस इन सभी से मिलता है। अच्छा, तो ये है तुम्हारा क्रू? हाँ, मेरे छोटे भाई का ध्यान रखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और तभी इन सभी की नजर सामने आती हुई शिप्स पर जाती है। 12 वर्क्स के एजेंट्स यहाँ पर आ चुके हैं इन पर हमला करने के लिए। लूफी, यहीं पर रखो, मैंने देख कर आता हूँ। तभी एस गोइंग मैरी से नीचे कूद जाता है। एस अपनी एक छोटी सी बोट के ऊपर बैठ जाता है और ये बोट इसकी आग से चलती है। एस अपना फायर फिस्ट अटैक यूज करता है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा आग का मुक्का इन सभी की सभी शिप्स को तोड़ते हुए चला जाता है। और इसी अटैक की वजह से एस को फायर फिस्ट एस नाम से भी जाना जाता है। एस एक ही बार में इन सभी लोगों की बोट्स को जला देता है। मैंने सोचा नहीं था कितनी जल्दी हार जाओगे। मैंने कहा था ना, मेरा भाई बहुत ज्यादा ताकतवर है। अब इसके बाद एस गोइंग मैरी के ऊपर आ जाता है। एस भैया, हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए प्लीज। नहीं लूफी, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ऑलरेडी व्हाइट बियर्ड पायरेट्स का 2nd डिवीजन का कमांडर हूँ। वैसे भी मैं यहाँ पर कुछ काम से आया हूँ। मैं यहाँ पर ब्लैक बियर्ड को ढूंढ रहा हूँ। क्या ब्लैक बियर्ड? अरे ये तो वही है ना जिसने ड्रम किंगडम पर हमला किया था। हाँ, दरअसल ब्लैक बियर्ड पहले व्हाइट बियर्ड के अंदर काम करता था, लेकिन एक दिन अचानक से उसने अपने ही क्रू मेंबर को मार दिया और शिप से भाग गया। मुझे उसे पकड़कर उसे मारना है, क्योंकि उसने हमसे गद्दारी की है।
है। आखिरी बार वो बंदा यूबा टाउन में दिखा था, इसलिए मैं अभी यूबा टाउन जा रहा हूँ। दरअसल हम भी अभी यूबा टाउन ही जा रहे हैं, जहाँ पर हमें रेबल आर्मी मिलेगी। हाँ, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं। और ये सभी लोग यूबा टाउन जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और अब कुछ समय के लिए एस भी इनका क्रू ज्वाइन कर लेता है। अब इसके बाद हम एलाबास्ता के कुछ लोगों को देखते हैं जो कि इकट्ठा होकर राजा के महल के सामने जा रहे हैं। तभी कुछ गार्ड्स इन्हें रोक लेते हैं। कहाँ जा रहे हो? तुम यहाँ पर नहीं जा सकते। हमें राजा से मिलना होगा, हमारी हालत बहुत खराब है, हमारे पास खाने के लिए खाना नहीं और हमारे छोटे बच्चे भी हैं। आखिर एलाबास्ता में ये सब कब तक चलता रहेगा? हमें राजा से बात करनी है। लेकिन ये गार्ड्स फिर भी इन लोगों को अंदर नहीं जाने देते और तभी राजा खुद चलकर बाहर आ जाता है। सभी लोग इसे देखकर इसे गालियां देने लगते हैं। तुम कैसे राजा हो? तुम्हारी जनता यहाँ भूखी मर रही है और तुम महल के अंदर आराम कर रहे हो। मैं आप सबकी परेशानी समझ सकता हूँ। मैं जानता हूँ एलाबास्ता किंगडम की ये हालत मेरी वजह से हुई है, पर मैं आप सभी से वादा करता हूँ मैं एलाबास्ता को पहले जैसा कर दूंगा, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए। कोबरा को वीवी की याद आती है। जाने से पहले वीवी ने इसे वार्निंग दी थी। कोई अलाबास्ता के खिलाफ साजिश रच रहा है और वो आपको भी फंसा सकता है पापा। अलाबास्ता में लड़ाई और दंगे हो जाएंगे और ये पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। मेरी बेटी को ये सब कुछ पहले ही पता चल गया था। इस तरफ गोइंग मैरी में प्रिंसेस वीवी किसी को लेटर लिख रही है और लेटर लिखने के बाद वीवी नामी के पास जाती है। नामी, क्या तुम बोर्ड को थोड़ी देर के लिए रोक सकते हो? मुझे कुछ काम है। हाँ, क्यों नहीं वीवी। वीवी उस लेटर को कारू को दे देती है। ये लेटर बहुत जरूरी है कारो। बारक वर्क्स में रहकर मैंने जितने भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा की है, मैंने वो सब कुछ इस लेटर के अंदर लिख दी है और इसमें ये भी लिखा है कि आज जो अलाबास्ता किंगडम की हालत है वो क्रोकोडाइल और बारक वर्क्स की वजह से है। जाओ इस लेटर को मेरे पापा तक पहुंचा दो, जिससे कि उनको क्रोकोडाइल की असलियत के बारे में पता चल सके। और कारू राजा के महल की तरफ जाने लगती है। इस तरफ बारक वर्क्स के हेडक्वार्टर के अंदर क्रोकोडाइल खिड़की में से अलाबास्ता किंगडम को देख रहा होता है। एलाबास्ता की बर्बादी होना तो तय है। तभी ऑल संडे यहाँ पर आ जाती है। बारक वर्क्स की कुछ शिप नानोहाना शहर गई थी और वहाँ पर एक अकेले आदमी ने उन सभी शिप्स को तबाह कर दिया। ढूंढो उसे, कहाँ है वो? हाँ, मैंने सभी एजेंट्स को इसके बारे में खबर दे दी है। इस तरफ गोइंग मैरी में ये सभी लोग बोट से नीचे उतर जाते हैं और आरोमालू शहर की तरफ निकल पड़ते हैं, जो कि यूबा टाउन के बहुत ही पास है। और जैसे ही आरोमालू शहर में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पूरा बंजर पड़ा है। क्या यही वो शहर है? हाँ, यही अरमलू शहर है। बारक वर्क्स ने इसकी ऐसी हालत कर दी है। ये शहर पहले ऐसा नहीं था। ये अलाबास्ता का सबसे हरा भरा शहर हुआ करता था। यहाँ ज्यादा बारिश नहीं होती थी, लेकिन फिर भी लोग पानी बचाकर अपना काम चला लिया करते थे। अलाबास्ता में किसी भी शहर में कोई बारिश नहीं होती थी, लेकिन एक ऐसा शहर था जहाँ हमेशा बारिश होती रहती थी और वो जगह है राजा का शहर अलुबारना। सिर्फ राजा के शहर में ही बारिश होती थी और कहीं पर भी नहीं। सभी लोग राजा को बहुत लकी माना करते थे। लेकिन अगले दिन कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। कुछ लोग शहर के अंदर कुछ सामान लेकर जा रहे थे, लेकिन तभी वो सामान गिर जाता है और उस सामान में से निकला एक हरा पाउडर। लोग समझ जाते हैं कि ये डांस पाउडर है। ये तो डांस पाउडर है। इतना सारा डांस पाउडर किसके लिए लेकर जा रहे हो? हमें नहीं पता ये क्या है। अलाबास्ता का राजा हमसे ये सामान मंगवाता है। और सभी लोग समझ जाते हैं कि अलाबास्ता किंगडम का राजा कोई लकी वकी नहीं है। ये अपने शहर में डांस पाउडर का यूज करता है बारिश करवाने के लिए। ये एक ऐसा पाउडर है जिसे अगर आसमान में छोड़ा जाए तो बारिश होनी शुरू हो जाती है। अरे हाँ, ऐसा पाउडर तो मैंने आज ही खाया था भाई। वो हरे रंग का था पर उसका टेस्ट बहुत बेकार था। अबे लूफी, झूठ बोलना बंद कर, ठीक है ना? ये पाउडर हर जगह पर बैन है। अरे ओ, मैं उस अपनी हूँ, ठीक है ना, जो झूठ बोलूंगा। मैंने इसे आज ही खाया है, पर इसे बैन क्यों कर रखा है? ये तो बहुत अच्छी चीज है। हाँ, ये बारिश तो करवा सकता है। अगर इसे किसी शहर पर यूज किया जाएगा तो उसके साथ वाले शहर में बारिश होनी बंद हो जाएगी। और जैसे ही अलाबास्ता के लोगों को इसके बारे में पता चला कि उनका राजा डांस पाउडर का यूज करता है खुद के शहर के ऊपर, जिसकी वजह से उनके शहर में बारिश होनी बंद हो चुकी है, तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। उनके शहर में बहुत समय से बारिश नहीं हुई थी और समझ जाते हैं कि ये सब राजा का किया धरा है, जिसकी वजह से सभी लोग आपस में ही लड़ने लग गए और अलाबास्ता में एक सिविल वॉर शुरू हो गई। ऐसा नहीं हो सकता, पक्का उन्हें फंसाया गया है। हाँ, तुमने सही कहा सांची। मेरे पापा का डांस पाउडर से दूर दूर तक कोई नाता नहीं, लेकिन उसके अगले दिन हमारे महल के अंदर बहुत सारा डांस पाउडर पाया गया। अलाबास्ता किंगडम के लोग मेरे पापा को बहुत बुरा मानने लग गए। मैंने उन्हें कहा भी था कि कोई अलाबास्ता को तबाह करने की कोशिश कर रहा है और उनको फंसाने की भी। यहाँ का कुआं तो बहुत समय से खाली पड़ा है, यहाँ बारिश नहीं हो रही। इसका मतलब है ये सब क्रोकोडाइल का क्या धरा है। वीवी को अपने सामने एक इंसान की लाश दिखाई देती है। ये सब क्रोकोडाइल की वजह से हुआ है। उसने वो डांस पाउडर यूज किया, इतनी बार यूज किया कि अलाबास्ता का क्लाइमेट पूरी तरह से बदल गया। पिछले 3 साल से यहाँ पर बारिश नहीं हुई। मैं सोच भी नहीं सकती बिना पानी के लोग कितना तड़प तड़प कर मरे होंगे। लूफी को ये सारी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है और एक बिल्डिंग के ऊपर एक पंच मार देता है। यहाँ खड़े रहने से कुछ नहीं होगा, जल्दी यूबा शहर चलते हैं। मुझे रेबिलियन आर्मी को बताना होगा कि सारी गलती मेरे पापा की नहीं, उस क्रोकोडाइल की है। उसी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। उसने अलाबास्ता की ये हालत कर दी है और वो अलाबास्ता पर कब्जा भी करना चाहता है। अब इसके बाद सभी लोग यहाँ से जाने लगते हैं यूबा शहर की तरफ। अब इसके बाद चलते चलते इन सभी को एक अजीब सा प्लांट दिखाई देता है, जिसके मुंह के अंदर एक ऊंट फंसा होता है। ये प्लांट बहुत ज्यादा बड़ा था। ये ऊंट रो रहा होता है और अपने पैरों से किसी तरह से अपनी जान बचा रहा होता है। लूफी ये देखकर इस पे हंसने लगता है। कितना फनी लग रहा है, साले बचा ले मुझे। और लूफी एक पंच मारकर इस ऊंट की जान बचा लेता है। इसके बाद लूफी उस ऊंट के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन ये ऊंट इसे बिठाने से मना कर देता है। चॉपर इसकी भाषा समझकर इन सभी को बताता है, तुमने मेरी जान बचाई, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, पर मैं तुम्हें नहीं बिठा सकता क्योंकि मैं अपने ऊपर सिर्फ लड़कियों को बिठाता हूँ। ये सुनकर ये सभी लोग गुस्सा हो जाते हैं। साले हरामी कहीं के, इसको यहीं पर मार देते हैं लूफी, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं। ये ऊंट अच्छा खासा पिट जाता है इन सभी से। तभी नामी यहाँ पर आती है। क्या तुम मुझे भी नहीं बिठाओगे ऊंट जी? पर ये ऊंट नामी को तुरंत से बिठा लेता है और इसके साथ वीवी को भी। ये देखकर सभी लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं, साले हरामी ऊंट सिर्फ लड़कियों को बिठाता है। नामी और वीवी उस ऊंट के ऊपर चढ़कर जाने लगते हैं। मुझे जैसे ही मौका मिलेगा इसे मार दूंगा, पैदल ही चलना होगा हमें। अरे यार, रास्ते में नामी वीवी से पूछती है, वीवी, क्या तुम मुझे रेबल आर्मी के बारे में कुछ बता सकती हो? हाँ नामी, मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। ये बात आज से
11 साल पहले की है। इसके बाद हम 11 साल पहले के अलाबास्ता को देखते हैं, जहाँ पर राजा कोबरा एक बच्चे की फरियाद सुन रहा होता है। इस बच्चे का नाम है कोजा। हमारे टाउन में सूखा पड़ गया, लेकिन आपने हमारी बिल्कुल भी मदद नहीं की। देखो बच्चे, मैं भी एक इंसान हूँ, मैं मौसम को नहीं बदल सकता। नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। मैंने मेरे पापा से सुना था कि एक राजा सब कुछ कर सकता है। तब इसके फादर यहाँ पर आ जाते हैं। योर मैजेस्टी, मेरे बच्चे के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अरे मैं तो तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारा नाम टोटो है ना। जब तक तुम्हारे गाँव में सूखा पड़ा है, तुम हमारे शहर में रह सकते हो। शुक्रिया माय लॉर्ड। प्लीज अगर मेरे बच्चे से कोई गलती हो गई हो तो प्लीज इसे माफ कर दीजिएगा। आपने हम पर कोई एहसान नहीं किया है। आप राजा हमारे शहर की तकलीफ कभी नहीं समझ सकते। और कोजा ये सब बोलने के बाद कोजा वीवी के पास से गुजरता है। कितना रोतड़ू बच्चा है। क्या कहा तुमने छोटी बच्ची? और ये सुनकर वीवी को गुस्सा आ जाता है। और इस तरफ हम ईगाराम को देखते हैं, यानी कि पोई पोई को। प्रेजेंट में ये बंदा मर चुका है, लेकिन ये सीन 11 साल पहले का है, तो ये बंदा अभी जिंदा है। ईगाराम राजा से कहता है, सर जी, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम उनका गाँव वापस से ठीक करवा सके। ये सुनकर कोबरा इसे एक पंच मारता है। मुझे ये दोबारा नहीं सुनना, समझ गए? कुछ भी करो, लेकिन उस बच्चे का गाँव हमें ठीक करना ही होगा। ठीक है सर जी, मैं समझ गया, मैं कोशिश करूंगा। तभी वीवी इसके सामने आती है। पापा, मैंने उस बच्चे से लड़ाई की और मैं हार गई। राजकुमारी की ये हालत देखकर ये दोनों हैरान रह जाते हैं। ये देखकर ईगाराम को बहुत गुस्सा आ जाता है और कोजा को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन कोबरा इसे संभालता है। तभी टोटो भी यहाँ पर आ जाता है और कहता है, बहुत हो गया, आज मैं खुद को मार लूंगा। मेरे बेटे की गलतियों के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। तभी कोबरा ईगाराम और टोटो के एक एक पंच मार देता है। चुप हो जाओ, बस ये छोटे बच्चों की एक लड़ाई है। इस तरफ हम एलाबास्ता किंगडम के मार्केट का सीन देखते हैं, जो कि आज से 11 साल पहले बहुत हरा भरा हुआ करता था। सभी लोग बहुत खुशी से रहते थे। इधर बहुत सारे छोटे बच्चे हैं जो कि चीयर कर रहे हैं, हरा दो उसे, हरा दो। और हम देखते हैं कि वीवी ने कोजा को वापस से चैलेंज किया है एक फाइट के लिए। अगर मैं जीत गई तो तुम मुझे अपने ग्रुप का लीडर बनाओगे, समझ गए? हाँ ठीक है, मैं समझ गया। और ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद राजकुमारी इससे हार जाती है। लेकिन कोजा और ये राजकुमारी आपस में दोस्त बन जाते हैं। मेरे दोस्तों, वीवी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और आज से ये हमारे ग्रुप की वाइस कैप्टन है। ईगाराम और कोबरा ये सब कुछ पत्थर के पीछे छुपकर देख रहे होते हैं। वीवी कोजा से मिलने के लिए कहीं पर जा रही होती है, लेकिन तभी दो गुंडे इसके सामने आ जाते हैं। ये तो राजा की बेटी है, अगर हम इसे पकड़ लेंगे तो हम जो चाहे वो राजा हमें दे देगा। ये दोनों राजकुमारी को पकड़ने लगते हैं, लेकिन तभी कोजा और इसके बाकी के साथी यहाँ पर आ जाते हैं। हमारी वाइस कैप्टन खतरे में है, इन लोगों को जल्दी से हरा दो। और ये सभी बच्चे इन गुंडों के साथ लड़ने लगते हैं। वीवी यहाँ से भाग जाओ, वरना ये लोग तुम्हें पकड़ लेंगे। तुम बच्चे हमें नहीं हरा सकते। और कोजा को दूर फेंक देता है। कोजा वीवी के सामने आ जाता है और कहता है, तुम राजकुमारी को हाथ नहीं लगा सकते जब तक मैं जिंदा हूँ। और तभी एक तीसरा आदमी यहाँ पर आ जाता है और वीवी को पकड़ लेता है। वीवी इसके हाथ पर काटती है और यहाँ से दूर भाग जाती है और एक टूटे हुए मंदिर के अंदर जाकर छुप जाती है। तभी कोबरा और ईगाराम भी यहाँ पर आ जाते हैं। बच्चों, ये क्या हुआ तुम्हें? अंकल जी, एक बंदे ने वीवी पर हमला किया था। कोजा उसे बचाने के लिए गया है टूटे हुए मंदिर के पास। ये सारे गुंडे भी यहीं पर होते हैं। कहाँ है वो छोटी बच्ची? ढूंढो उसे। तभी वीवी की नजर ऊपर जाती है और देखती है कि एक आदमी इसे पकड़ने के लिए यहाँ पर आ चुका है, लेकिन तभी कोजा यहाँ पर आ जाता है और इस आदमी को मार कर नीचे गिरा देता है। वीवी, क्या तुम ठीक हो? वैसे तो मैं बच्चों की जान नहीं लेता, पर तुमने मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया है। ये बंदा कोजा पर हमला कर देता है और कोजा की आंख जख्मी हो जाती है, लेकिन कोजा उस पर एक हमला करता है और उसे दूर फेंक देता है। और तभी इसके दो साथी भी यहाँ पर आ जाते हैं। ये क्या, तुमने तो हमारे दोस्त को मार दिया, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। लेकिन तभी कोबरा और ईगाराम यहाँ पर आ जाते हैं और इन दोनों को लात मार के इन दोनों को भी हरा देते हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की? अब उन सभी बच्चों और वीवी को महल के अंदर लेकर जाया जाता है। राजा इन सभी का इलाज करता है। कोजा को होश आता है और अपने सामने वीवी को बैठा हुआ दिखता है। पापा, उनके पास असली की तलवारें थी और उन लोगों ने कोजा पर हमला कर दिया। और कोजा, तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम मरते दम तक मेरी रक्षा करोगे? हाँ, ये तो बहुत सिंपल है, हम दोस्त हैं और दोस्ती में ऐसा ही होता है वीवी। ये सुनकर कोबरा, ईगाराम और टोटो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं इन दोनों की दोस्ती को देखकर। और अगले दिन कोजा वीवी को एक खुशखबरी देता है। वीवी, एक खुशखबरी है, कल तुम्हारे फादर ने हमें बहुत सारे पैसे दिए और हमें बोला कि अलाबास्ता के बीचों बीच एक और नया शहर बनने वाला है और उसका नाम होगा यूबा शहर। वो शहर बनाने के लिए हमारे पास सारे पैसे आ चुके हैं। मैं बहुत खुश हूँ, अब मुझे गाँव को नहीं छोड़ना पड़ेगा और यूबा शहर के अंदर रह पाऊंगा। अब इसके बाद सभी लोग तैयार होते हैं यूबा शहर की तरफ जाने के लिए और इसके अंदर जाएंगे यूबा के सभी गाँव वाले जिनका गाँव सूख गया था और बेघर हो गए थे। टोटो, ये जिम्मेदारी मैं तुम पर छोड़ता हूँ, तुम्हें यूबा शहर को बसाना है। बाय वीवी, चलो मुझे अब जाना होगा। तुम्हें बड़े होकर एक बहुत अच्छी राजकुमारी बनना है, अपना ख्याल रखना। और ऐसा बोलकर कोजा, टोटो और इस सभी गाँव वाले यहाँ से चले जाते हैं यूबा शहर को बनाने के लिए। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं। तो ऐसे ही बना यूबा शहर। अच्छा, तो ये कोजा तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त रहा है, पर मैंने तुमसे रेबल आर्मी के बारे में पूछा था। तुमने मुझे अपने दोस्त कोजा के बारे में क्यों बताया? वही रेबल आर्मी का लीडर है। ये सुनकर नामी चौंक जाती है। तभी लूफी यहाँ पर आ जाता है। क्या बातें चल रही है भाई? लूफी किसी अजीब से जानवर को खा रहा होता है। ये देखकर ये दोनों बुरी तरह से डर जाती हैं। भाग जा यहाँ से। और अपने ऊँट को लेकर यहाँ से भागने लगती हैं। ये लूफी साला कुछ भी खा लेता है, पर भाई इतना गुस्सा होने की क्या बात है इसमें? बस एक जंगली केकड़ाई तो खा रहा हूँ। राजकुमारी के साथ रह रहकर ये नामी भी राजकुमारी समझने लग गई है खुद को। हाँ, तुमने सही कहा, सांजी भी इसके प्यार में पागल है, बिल्कुल नौकरों की तरह बिहेव करता है। कुछ करना पड़ेगा इस नामी का। इसके बाद हम देखते हैं कि ये सभी लोग रेगिस्तान की तपती गर्मी में सफर करके यूबा शहर की तरफ जा रहे हैं रेबिलियन आर्मी को मिलने के लिए। और तभी इन सभी के सामने एक आदमी आ जाता है। इस बंदे का नाम स्कॉर्पियन है और ये वही बंदा है जिसे एस ढूंढ रहा है, क्योंकि इस आदमी ने ये दावा किया है कि इसी ने ब्लैक बियर्ड को मारा है। एस इससे ब्लैक बियर्ड के बारे में पूछता है और स्कॉर्पियन इससे कहता है, हाँ, मैं नहीं मारा है उसे, क्या कर लोगे तुम? हाँ, एस इस पर हमला कर देता है और इन दोनों में खतरनाक लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। लेकिन कुछ देर की फाइट से ही एस को पता चल जाता है कि ये आदमी ब्लैक बियर्ड को कभी नहीं हरा सकता। ये बंदा बहुत ज्यादा कमजोर है और ये बंदा खुद ही कन्फेस कर जाता है। हाँ, तुम सही कह रहे हो, मुझे माफ करना, मैंने झूठ कहा था कि मैंने ब्लैक बियर्ड को मार दिया।
दरअसल मैंने ये इसलिए किया ताकि तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ पर आ जाओ और मैं तुम्हें मारकर तुम्हारे ऊपर लगे इनाम को पा सकूं। एस इसको मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी इसके दोनों बच्चे इसके सामने आ जाते हैं और हमें पता चलता है कि ये सब कुछ ये बंदा अपने बच्चों के लिए कर रहा था। दरअसल ये आदमी एक किसान था और एस को मारने का प्लान बना रहा था ताकि अपने बच्चों का पेट भर सके। उस पर लगी बाउंटी को हासिल करके एस इस सिचुएशन को समझता है और इसे जाने देता है। थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है और एस इन सभी से कहता है, तो मुझे पता चल चुका है ब्लैक बियर्ड यूबा में नहीं आया है, तो मेरा यहाँ पर कोई काम नहीं रह गया। तो अब तुम कहाँ जाने वाले हो? अब मुझे दक्षिण की तरफ जाना होगा। स्कॉर्पियन ने मुझे बताया कि ब्लैक बियर्ड वहीं पर छुपा हुआ है। तो छोटे भाई अब अलविदा कहने का समय आ चुका है। एस लूफी को एक कागज देता है, लो संभालो इसे, इस कागज को संभाल कर रखना। ये क्या है? ये कागज ही मुझे तुमसे मिलवाएगा बाद में। हो सकता है दोबारा जब हम मिलेंगे तो हम दोनों ही बहुत बड़े पायरेट्स बन चुके होंगे। ये सभी लोग अपने पीछे देखते हैं और स्कॉर्पियन खड़ा होता है और इसके बच्चे इन सभी को बाय कह रहे होते हैं और जैसे ही वापस पलटते हैं तो देखते हैं कि एस भी यहाँ से जा चुका है। लगता है वो जा चुका है। यहाँ तो बहुत आएगी एस भैया की, काश बहुत ही जल्द फिर से मुलाकात हो। अब इसके बाद ये सभी लोग यूबा शहर की तरफ जाने लगते हैं और लूफी उसी कागज को देख रहा है जो कि एस ने इसे दिया है। अरे यार क्या देख रहे हो? लो मुझे दिखाओ इसे। क्या पता इस पर कोई सीक्रेट मैसेज हो। सांजी को इस पर कोई सीक्रेट मैसेज तो नहीं दिखता है, लेकिन हवा के कारण ये कागज उड़ जाता है और इस ऊंट के मुंह में चला जाता है और ऊंट इसे चबाने लगता है। साले ये खाने की चीज नहीं है, बाहर निकाल इसको, ये मेरे लिए बहुत कीमती चीज है। शीश इधर दो इस कागज को। नामी इस कागज को लूफी की हेड के ऊपर बांध देती है। हम यूबा शहर पहुंचने ही वाले हैं, वो बस पास में ही है। क्या बात है, चलो जल्दी चलते हैं। इस तरफ बारक वर्क्स के हेडक्वार्टर के अंदर 2 दिन बाद हमारा मिशन शुरू हो जाएगा। क्या तुमने सारी तैयारियां कर दी हैं? जी सर जी, मैंने सारी तैयारियां कर दी हैं। मैंने सभी एजेंट्स को भी कह दिया है कि तुम्हें आज रात 8 बजे स्पाइडर्स कैफे में इकट्ठा होना है। और इसके बाद हम स्पाइडर्स कैफे को देखते हैं जो कि एक बहुत ही सुनसान जगह पर है। कैफे के अंदर एक लड़की बैठी होती है और इसका नाम है पौला। 5 बज चुके हैं, सभी लोग आते ही होंगे। कैफे का दरवाजा खुलता है और सबसे पहले मिस्टर 4 यहाँ पर आ जाता है और इसके साथ ही मिस मैरी क्रिसमस भी। मिस्टर 4 तो बहुत धीरे चलता है, मेरी कमर में दर्द हो गया। और तभी मिस्टर 2 भी यहाँ पर आ जाता है गाना गाते हुए। ये बंदा कैफे के अंदर एंटर करता है। लगता है मैं लेट हो गया, यहाँ तो ऑलरेडी बहुत सारे लोग आ चुके हैं। और मिस्टर 2 अपने चेलों को यहाँ से जाने के लिए कहता है। कितना अजीब है ये मिस्टर 2। और मिस्टर 3 भी ये सब कुछ चुपके से देख रहा होता है। और मिस्टर 1 भी यहाँ पर आने लगता है। ये बंदा 2 बंदों को घसीटते हुए लेकर आ रहा होता है और आते ही स्पाइडर कैफे की दीवार तोड़ देता है और ये दोनों मिस्टर 2 के आदमी हैं। ये क्या हो गया इनको? मैं जब इधर आ रहा था तो ये लोग बहुत अजीब सा डांस कर रहे थे, मुझे गुस्सा आया और मैंने इन्हें पीट दिया। साले तेरी ऐसी की तैसी, रुक तू। और मिस्टर 1 पर एक जोरदार लात मार देता है और मिस्टर 1 दीवार तोड़ के बहुत दूर जाकर गिरता है। मिस्टर 2 अब तुम नहीं बचोगे। लेकिन पौला इसे रोक देती है। बस करो, हमें आपस में नहीं लड़ना है। उसने मेरे ऊपर हाथ उठाया, अब ये नहीं बचेगा। ये जानता नहीं मैं कितना खतरनाक हूँ। ये लड़ाई करने का समय नहीं है। आज हमें पता चल जाएगा कि हमारा बॉस कौन है, यानी कि मिस्टर 0 कौन है। पौला अपना चश्मा और अपना स्कार्फ हटा लेती है। मिस्टर 0 ने हमें ऑर्डर दिया है कि हम सभी को रेन बेस सिटी में जाना है। मिस्टर 0 हमारा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी चलो। और ये सभी लोग एक कछुए वाली गाड़ी के अंदर बैठकर रेन बेस सिटी की तरफ निकल चुके हैं और हमें पता चलता है कि ये पौला भी एक एजेंट है और इसका नाम है मिस डबल फिंगर। और इस तरफ इन सभी को अपने सामने यूबा शहर दिखाई दे जाता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। तो ये सभी लोग यूबा शहर में पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ की हालत हद से ज्यादा खराब है। हर तरफ बंजर जमीन है। क्या यही यूबा शहर है? भाई मुझे बहुत प्यास लग रही है, पानी कहाँ मिलेगा? पानी पानी पानी, तुम्हें पानी पीना है? इन सभी को अपने सामने एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है और एक गड्ढा खोदने लगता है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए गड्ढा खोदता हूँ। माफ करना, ये शहर सूखा पड़ा है। अगर तुम चाहो तो यहाँ पर आज रुक सकते हो। क्या रेबल आर्मी इधर ही रहती है अंकल जी? पर रेबल आर्मी का नाम सुनते ही ये बूढ़ा आदमी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। दोबारा उनका नाम लिया तो शहर से भगा दूंगा तुम्हें। इस शहर में 3 साल से सूखा पड़ा है। रेबल आर्मी इस शहर को छोड़कर कुटेरिया जा चुकी है। क्या? ये सुनकर लूफी के सभी क्रू मेंबर्स हैरान रह जाते हैं। अरे यार, इतनी दूर आए थे रेबल आर्मी के लिए और वो लोग यहाँ से जा चुके हैं, ये क्या मजाक है? पीछे से ऊंट इन सभी को कुछ बताता है। मैं रेबल आर्मी का ही ऊँट हूँ और मैं कुटेरिया से आया हूँ। ये सुनकर ये सभी लोग इस ऊंट की पिटाई लगाने लगते हैं। मैंने कहा था ना, ये हरामी ऊंट है, इसने हमें पहले नहीं बताया। आज नहीं बचता है, इसे टपका दो आज। और तभी ये बूढ़ा आदमी वीवी को ध्यान से देखने लगता है जैसे कि इसे जानता हो और लूफी इसे मना करता है। अरे अंकल जी, नहीं 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 नहीं, ये वीवी तो प्रिंसेस नहीं है, राजकुमारी नहीं है अलाबास्ता की। बेवकूफ लूफी, साले खुद बता दिया तूने उसको। और ये बूढ़ा राजकुमारी वीवी को पहचान चुका है। उसके पास जाता है और कहता है, मुझे पहचानने की कोशिश करो, ये मैं हूँ। वीवी इसका चेहरा दिखती है और इसे पहचान लेती है। टोटो अंकल, ये आप हो? ये कोजा का फादर टोटो है। मुझे लगा तुम मुझे नहीं पहचानोगी, मेरा वजन कम हो चुका है बहुत। हमें यहाँ पर ठीक से खाना खाने को नहीं मिलता है। इस शहर की हालत तुम देख ही सकती हो। अलाबास्ता की हालत बहुत खराब है। सभी लोग राजा के खिलाफ हो चुके हैं। वीवी, अलाबास्ता के लोगों को लगता है कि राजा ने डांस पाउडर का यूज किया है और उनकी वजह से मौसम बिगड़ गया और आज अलाबास्ता की ये हालत हो चुकी है। पर मुझे अपने राजा पर पूरा विश्वास है, वो कभी डांस पाउडर का यूज नहीं कर सकते। उन्हें जरूर फंसाया गया है। मेरा बेटा कोजा रेबल आर्मी में, और रेबल आर्मी ने फैसला किया है कि वो राजा को मार देंगे। उन पागलों को लगता है ये सब कुछ राजा की गलती है। अगर कोजा ने राजा पर हमला किया तो कोजा भी मारा जाएगा। बीवी, मेरे बेटे को रोक लो, वो मर जाएगा। आप चिंता मत कीजिए अंकल, मैं यहाँ पर रेबल आर्मी को सच बताने ही आई हूँ। इस तरफ कोजा रेबल आर्मी के बेस के अंदर आराम कर रहा है और बचपन के उन्हीं दिनों को याद करता है जब वो वीवी के साथ खेला करता था। तभी टेंट के अंदर एक आदमी आता है। लीडर जी, सारी तैयारी हो चुकी है, हमारे पास ज्यादा हथियार तो नहीं है लेकिन हम काम चला लेंगे। ठीक है, मैं समझ गया।
लगता है समय आ चुका है अलाबास्ता को बचाने का और राजा को उसका सबक सिखाने का। अब इसके बाद ये सभी लोग टोटा के घर के अंदर रुके हुए हैं एक रात के लिए। अरे यार बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा। इसमें नया क्या है? तो एक नंबर का आलसी है। ये सुनकर उस सबको गुस्सा आ जाता है और इस पर एक तकिए से हमला कर देता है और चॉपर पर भी हमला कर देता है। असली आलसी तो ये बंदा है, जब से हम नानोहाना से चले हैं बस सोता रहा है। चुप कर जा साले, मैं एक रेंडियर हूँ, मैं गर्मी सह नहीं कर सकता इसलिए सोता हुआ यहाँ पर आया हूँ। ज्यादा बोल रहा है, मारूंगा अभी। इस तरफ सांजी वीवी को इनवाइट करता है अपने साथ सोने के लिए। भाई क्या बंदा ये। उस ऑफिस सुनकर सांजी पर भी एक तकिया मार देता है। क्या करने की सोच रहे तू इधर है डर के आदमी। और ये सभी लोग आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। नामी ये सब कुछ देख रही होती है और इस पर भी एक तकिया पड़ जाता है और नामी भी लड़ाई के अंदर शामिल हो जाती है। वीवी भी ये सब कुछ देख रही होती है और उस पर भी एक तकिया पड़ जाता है। सांजी को इस बात से बहुत गुस्सा आ जाता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई एक राजकुमारी पर हमला करने की। और ये सभी लोग आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। बाहर कोजा के फादर एक गड्ढा खोद रहे हैं ताकि कुछ पानी निकाल सके। लूफी भी यहीं पर बैठा होता है। अंकल जी कितना समय लगेगा यार? बस थोड़ा समय और बच्चे, पानी निकलने ही वाला है। पानी निकलने वाला है, ओके रुको अंकल जी मैं भी गड्ढा खोदने की कोशिश करता हूँ। और लूफी भी गड्ढा खोदने लग जाता है और उसकी सारी मिट्टी टोटो के गड्ढे के अंदर जाने लगती है। अपना गड्ढा खोद रहा है या मेरा वाला भर रहा है? हाँ अंकल जी अपने गड्ढे पर ध्यान दीजिए ठीक है ना। और थोड़ी देर बाद लूफी एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद लेता है लेकिन उसके अंदर सो जाता है। ये बच्चा तो कमाल का है, इसने कुछ ही देर में मुझसे भी ज्यादा बड़ा गड्ढा खोद लिया है, वो भी बिना किसी औजार के। कोजा इसे अपने कंधे पर उठाकर इन सभी के पास लेकर आ जाता है जहाँ पर ये सभी लोग सो रहे हैं। और इस तरफ रेन बेस सिटी के अंदर सभी बारक वर्क्स के एजेंट यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं। तभी मिस ऑल संडे यहाँ पर आ जाती है और उसे देखकर मिस्टर वन कहता है ये तो मिस ऑल संडे है, ये बॉस के असिस्टेंट है और उसकी पहचान को जानती है। दुनिया के सबसे बड़े कसिनो में तुम्हारा स्वागत है। हमें समय विश नहीं करना है, जल्दी बताओ हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है। ठीक है मैं सीधा पॉइंट पर आती हूँ। आज तुम सभी को पता चलने वाला है कि तुम्हारा बॉस कौन है। उस कुर्सी पर नजर डालो। और जैसे ही ये कुर्सी घूमती है इसके ऊपर मिस्टर जीरो बैठा होता है यानी कि क्रोकोडाइल। और क्रोकोडाइल इन सभी को अपना चेहरा दिखा देता है। सभी एजेंट्स इसका चेहरा देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। ये हमारा बॉस नहीं हो सकता, ये तो 7 वॉरलॉर्ड्स में से एक है, इसका नाम क्रोकोडाइल है, मैंने इसके बारे में बहुत सुना है। तो अब तक हम इसके अंडर काम करते आ रहे थे। हाँ ये नहीं हो सकता, एक वॉरलॉर्ड हमारा बॉस है। मैं ही तुम्हारा बॉस हूँ और मैंने ही बारक वर्क्स की शुरुआत की थी और आज मैंने तुम्हें यहाँ पर एक मिशन के लिए बुलाया है। सभी लोग ध्यान से मेरा प्लान सुनो। इस मिशन को अगर तुमने सही से कर लिया तो अलाबास्ता खुद ब खुद ही तबाह हो जाएगा। इस मिशन को कैसे करना है इसकी जानकारी तुम्हारे सामने पड़े उस पेपर पर लिखी हुई है। ये सभी लोग उन लेटर्स को पढ़ना शुरू कर देते हैं और समझ जाते हैं कि इस मिशन को परफॉर्म कैसे करना है। और अपने लेटर्स को पढ़ने के बाद ये सभी लोग अपने लेटर्स को जला देते हैं ताकि कोई सबूत न रह जाए। कल दोपहर से मिशन ओटोपिया को शुरू करेंगे। और तभी इनके सामने मिस्टर 3 आ जाता है। मुझे भी इस मिशन में शामिल होना है क्रोकोडाइल जी। क्रोकोडाइल इसे अजीब नजरों से देखना शुरू कर देता है। तुम्हें इस जगह का पता कैसे चला? मैं तुम्हारी गाड़ी के पीछे बैठ गया था और चुपके से यहाँ पर आ गया। ये रहा मिस्टर 3, आज नहीं बचने वाला। नहीं रुक जाओ मिस्टर 2, अब इसे मारने की कोई जरूरत नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बॉस, मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ कर दीजिएगा। अगली बार मैं अपना मिशन जरूर पूरा करूंगा। अगली बार अपना मिशन कंप्लीट करूंगा, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? हाँ जैसा कि आप जानते ही हैं, मैं उस स्ट्रॉ हैट और उस वीवी को नहीं मार पाया। ये सुनकर क्रोकोडाइल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अपने उस चाय के कप को तोड़ देता है। तो तुमने मुझे ये क्यों कहा कि तुमने अपने मिशन को पूरा कर दिया है? मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं सर। तो फोन पर मुझे किसने कहा था कि स्ट्रॉ हैट और वीवी को मार दिया गया है? सर जी मैंने तो लिटिल गार्डन में फोन को हाथ भी नहीं लगाया था। तेरी ऐसी की तैसी। वो स्ट्रॉ हैट और वीवी मेरी पहचान जानते हैं, वो जिंदा बच चुके हैं और पक्का हमारे काम में टांग अड़ाने आएंगे। मिस्टर 2 उनका चेहरा यूज करके उनकी एक फोटो ले लो। और क्रोकोडाइल मिस्टर 3 की गर्दन पकड़ लेता है। ये सब कुछ तेरी वजह से हो रहा है और इसकी स्किन को सोख लेता है। मुझे दर्द हो रहा है, प्यास लगी है, पानी चाहिए। और तभी क्रोकोडाइल एक बटन दबाता है। मिस्टर 3 एक अजीब सी जगह पर चला जाता है और तभी एक बहुत बड़ा सा क्रोकोडाइल मिस्टर 3 को खा लेता है। मिस्टर 3 के चिल्लाने की आवाज दूर दूर तक आ रही होती है और सभी एजेंट्स इसकी आवाज सुनकर हक्के बक्के रह जाते हैं और समझ जाते हैं कि क्रोकोडाइल हद से ज्यादा खतरनाक है। और मिस्टर 2 के डेविल फ्रूट की पावर का यूज करके लूफी की क्रू की फोटो निकाल ली जाती है। मिस्टर 2 इन सभी को देखकर कहता है, सर अगर इन्हें सच पता भी है तो फिर भी ये कुछ नहीं कर पाएंगे। ये लोग रेबल आर्मी के पास जाएंगे और रेबल आर्मी इनकी बात नहीं मानेगी। ऐसा जरूरी नहीं है, वो आर्मी इनकी बात मान भी सकती है क्योंकि इनके पास अलाबास्ता की राजकुमारी भी है। अलाबास्ता की राजकुमारी और कोजा आपस में दोस्त हैं। कोजा जरूर इसका यकीन करेगा। अब हमारे पास एक ही रास्ता बचा है, हमें उन लोगों को रेबल आर्मी से मिलने से रोकना होगा। हमारे जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी को भेज दो। स्ट्रॉ हैट को रोकने के लिए हमें उन्हें रोकना होगा और तुम सभी अपने मिशन पर ध्यान दो बस। इस तरफ लूफी का क्रू कुटेरिया शहर की तरफ जाने वाले हैं क्योंकि रेबल आर्मी वहाँ पर शिफ्ट हो चुकी है। कोजा के फादर लूफी को एक पानी की बोतल दे देते हैं और ये सभी लोग यूबा शहर को छोड़कर आगे बढ़ने लगते हैं कुटेरिया शहर की तरफ। और तभी रास्ते में चलते चलते लूफी अचानक से रुक जाता है और नीचे बैठ जाता है। लूफी क्या हुआ भाई तुझे? रास्ते में क्यों बैठ गया? जल्दी कर, देर हो रही है हमें। लूफी तुम्हें क्या हुआ? हाँ? यार मैं हार मानता हूँ, मुझे ये सब नहीं करना। क्या? तू हार मान रहा है लूफी? तू जानता भी है वीवी पर इस वक्त क्या बीत रही है? हाँ? अगर हमने रेबल आर्मी को सच नहीं बताया तो राजा मर भी सकता है। अच्छा मान लो हम कुटेरिया चले गए और रेबल आर्मी को रोक दिया तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि क्रोकोडाइल रुक जाएगा और रेबल आर्मी हमारी बात क्यों मानेगी? हाँ पहली बार लूफी ने अपना दिमाग लगाया है, इसकी बात में दम है। और वीवी तुम बहुत कमजोर हो, तुम बस ये चाहती हो कि इस लड़ाई में कोई मरे ना, लेकिन तुम भूल रही हो कि हमारा दुश्मन एक वॉरलॉर्ड है। वीवी ये सब कुछ सुन रही होती है और लूफी के एक थप्पड़ जड़ देती है। हाँ मैं यही चाहती हूँ कि इस लड़ाई में किसी की मौत ना हो। ये सब कुछ क्रोकोडाइल की गलती है और उसकी वजह से मेरे किंगडम के लोग क्यों मरे? हाँ लूफी गुस्से में खड़ा होकर वीवी को एक पंच मार देता है
है अगर ये सब कुछ क्रोकोडाइल की गलती है तो हमें उसे ही मारना होगा। इसके बाद वीवी लूफी को मारने लगती है और लूफी मार खाते खाते कहता है तुम्हें अपनी जान को खतरे में डालने की कोई जरूरत नहीं है, हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे उस क्रोकोडाइल को हराने के लिए। लूफी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जानता हूँ तुम्हें कैसा लग रहा है वीवी, तुम्हारे पापा इस वक्त अकेले हैं उस महल के अंदर और रेबल आर्मी उन पर कभी भी हमला कर सकती है, लेकिन हमारा असली दुश्मन क्रोकोडाइल है, हमें उसे मारना होगा। तो वीवी अब मुझे ये बताओ कि क्रोकोडाइल कहाँ मिलेगा? हमें सिर्फ क्रोकोडाइल को मारना है, किसी कोटेरिया वोटेरिया में नहीं जाना, सीधा चलते हैं क्रोकोडाइल के पास। लूफी तुमने बिल्कुल सही कहा, ये सब कुछ क्रोकोडाइल की गलती है और इसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। वीवी इन सभी को मैप खोल के दिखाती है। वो क्रोकोडाइल रेन बेस के अंदर रहता है और अभी सभी लोग रेन बेस शहर की तरफ निकल पड़ते हैं। वीवी कब आने वाला है भाई ये रेन बेस? हाँ बस आने ही वाला है लूफी। और इस तरफ कुटीरिया शहर के अंदर रेबल आर्मी का बेस देखते हैं। इनके बेस के अंदर एक छोटा सा बच्चा आता है और रेबल आर्मी के लीडर यानी कि कोजा से कहता है मुझे भी अपनी टीम में शामिल कर लो, मैं भी उस राजा को सबक सिखाना चाहता हूँ। उसने डांस पाउडर का यूज करके हमारे शहर में बारिश रुकवा दी, मेरा परिवार प्यासा मर गया। रख ला इधर आओ। कोजा इसे एक आदमी दिखाता है जिसके कंधे के ऊपर एक बहुत खतरनाक चोट लगी हुई है। इस ध्यान से देखो, ये चोट इसे तब लगी थी जब ये रेबल आर्मी का एक मिशन कर रहा था। इसका पूरा कंधा कट चुका है। तो बच्चे क्या अभी तुम्हें रेबल आर्मी के अंदर भर्ती होना है? मैं इन चोटों से नहीं डरता, मैं अलाबास्ता के लिए कुछ भी करूंगा। वो राजा बहुत बुरा है, मैं उसे सबक सिखा कर ही रहूंगा। बच्चे जिस रास्ते से यहाँ पर आए हो उसी रास्ते से वापस चले जाओ, वरना तुम्हें चलने लायक भी नहीं छोड़ूंगा। और ऐसा बोलकर कोजा अपने टेंट के अंदर वापस चला जाता है। हमारे सारे हथियार रेडी हैं क्या? समय आ चुका है राजा के महल पर हमला करने का। और इस तरफ राजा के महल के अंदर चाका और पेल इस राजा से कहते हैं ये रेबल आर्मी इन पर बस हमला करने ही वाली है, लेकिन ये सुनकर राजा कहता है नहीं, हमें उन पर हमला नहीं करना है, वो अलाबास्ता के ही लोग हैं, उन्हें बस ये गलतफहमी है कि मैंने डांस पाउडर का यूज किया है। चाका और पेल यहाँ से जाने लगते हैं और तभी एक सिपाही इनके सामने आता है और चिल्लाकर कहता है सर जी कारू वापस आ गई। चाका और पेल भागते हुए आते हैं राजा के कमरे की तरफ और देखते हैं कि कारू पानी पी रही है और राजा एक लेटर पढ़ रहा है। और ये वही लेटर है जो कि वीवी ने कारू के थ्रू राजा के लिए भेजा था। राजा इस लेटर को पढ़ता है, चाका और पेल भी इस लेटर को पढ़ते हैं और इसमें क्रोकोडाइल के बारे में पूरा सच लिखा होता है कि कैसे क्रोकोडाइल लोगों की नजरों में बहुत अच्छा बनता है, लेकिन इसकी असलियत कुछ और ही है और इसी की वजह से अलाबास्ता की ये हालत हो चुकी है। उसने राजा का नाम लगाया और पीठ पीछे बारक वर्क्स नाम की एक घटिया कंपनी चलाता है और उसी की वजह से ईगराम भी मर चुका है। राजा को ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। मेरा दोस्त ईगराम अब हमारे बीच में नहीं रहा और इस क्रोकोडाइल ने हमारे देश को भी बर्बाद कर दिया। अब हमें पता चल चुका है हमारा दुश्मन कौन है। क्रोकोडाइल के खिलाफ एक जंग की तैयारी करो, हमें उसे मारना ही होगा, वरना पता नहीं वो आदमी अलाबास्ता के साथ और क्या क्या करेगा। सर जी हम उस पर हमला नहीं कर सकते, रेबल आर्मी यहाँ पर आती ही होगी, वो कभी भी हम पर हमला कर सकती है। रेबल आर्मी हमारी दुश्मन नहीं है, असली दुश्मन क्रोकोडाइल है। क्रोकोडाइल 7 वॉरलॉर्ड्स में से एक है। हमारे सभी सैनिकों को क्रोकोडाइल को मारने के लिए रेन बेस की तरफ भेज दो। ठीक है सर, हम समझ गए। और इस तरफ लूफी और इन सभी के सामने रेन बेस सिटी आ चुकी है। हमें ध्यान से रहना होगा, बारक वर्क्स के मेंबर्स यहीं पर काम करते हैं। और लूफी तू इधर उधर भटक मत जाइयो, ठीक है ना? अपनी हरकतों के ऊपर काबू रखियो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना? मुझे प्यास लगी और मैं जा रहा हूँ यहाँ से। और ऐसा बोलकर लूफी रेन बेस के अंदर भाग जाता है। पानी पानी पानी। और रेन बेस के एक सैंड कैफे के अंदर स्मोकर बैठा होता है। ताशिगी भी यहीं पर होती है। आपको क्या लगता है स्ट्रॉ हैट वाला यहाँ पर आएगा? हाँ उसे आना तो चाहिए, बस एक बार वो यहाँ पर आ जाए, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और उसॉप और ये लूफी पानी पीने के लिए इसी रेस्टोरेंट के अंदर आ चुके हैं जहाँ पर भी स्मोकर बैठा हुआ है। पता नहीं स्ट्रॉ हैट का क्रोकोडाइल के साथ क्या कनेक्शन है। लूफी और उसॉप आकर बैठ जाते हैं। हमें पानी चाहिए, पानी पानी, हमें चाहिए पानी। हो सकता है वो स्ट्रॉ हैट और वो क्रोकोडाइल आपस में दोस्त हों और तभी एक बुढ़िया इन दोनों के लिए पानी लेकर आती है। ये पानी बहुत महंगा है, इसके पैसे चुका के जाना, समझ गए ना? उसॉप और लूफी पानी पीना शुरू करते हैं और तभी स्मोकर अपने बगल में दिखता है। लूफी भी साइड में दिखता है और देखते हैं कि बगल में तो कैप्टन स्मोकर बैठा हुआ है। स्मोकर देखता है कि बगल में स्ट्रॉ हैट बैठा हुआ है और लूफी और उसॉप घबराहट के मारे सारा पानी स्मोकर के मुंह के ऊपर थूक देते हैं। ताशिगी नेवी वालों को इसके पीछे लगाओ जल्दी। और कैप्टन स्मोकर को यहाँ पर देखकर लूफी और उसॉप यहाँ से भग जाते हैं। सभी नेवी वाले उसॉप और लूफी के पीछे पड़ चुके हैं और सांजी और नामी भी उसॉप और लूफी को देख लेते हैं। भागो भाइयों, नेवी वाले यहाँ पर आ गए, साले तेरी वजह से यहाँ पर आए हैं ये गधा लूफी। स्मोकर भी इन सभी का पीछा कर रहा होता है। किसी को भी छोड़ना मत, एक एक को ढूंढ कर पकड़ना। ये सारे रेन बेस की गलियों के अंदर भग रहे होते हैं। स्मोकर और नेवी वालों से बचते हुए बारक वर्क्स के मेंबर्स भी यहाँ पर होते हैं और इनके हाथ में इन सभी की फोटोस होती हैं। ओए बिडू लोग, ये तो वही फोटो वाले लोग हैं, चलो इन्हें पकड़ते हैं। हाँ तो वीवी बताओ भाई, क्रोकोडाइल कहाँ पर है अब? हाँ वो सामने देखो, सामने एक बहुत बड़ा कसिनो है, क्रोकोडाइल उधर ही रहता है। ये तो बहुत सारे हैं, हमें अलग अलग होना पड़ेगा। सभी लोग अलग अलग हो जाओ। और ये सभी लोग स्प्लिट हो जाते हैं। लूफी ऊपर की तरफ भाग जाता है और ये देखकर स्मोकर इसका पीछा करता है और स्मोक बन के हवा में लूफी को पकड़ लेता है। और जैसे ही कैप्टन स्मोकर इसे पकड़ता है, लूफी फूल जाता है और उसका अटैक फेल कर देता है। ये सभी लोग अलग अलग हो चुके हैं। जोरो और वीवी एक साथ हैं और बहुत सारे बारक वर्क्स के मेंबर्स ने इन्हें घेर लिया है और ये सभी लोग इन्हें पहचान गए हैं। चिंता मत करो वीवी, मैं इन सभी को संभाल लूंगा, तुम बस यहाँ से भाग जाओ। और इधर सांजी, नामी और उसॉप एक साथ हैं। तुम जाओ यहाँ से, इन नेवी वालों को मैं देखता हूँ। जैसे ही नेवी वाले सांजी के पास आते हैं, सांजी इन्हें एक ही लात में ढेर कर देता है और सिगरेट पीने लगता है। और इधर जोरो कुछ बारक वर्क्स के मेंबर्स को मार देता है और ये देखकर बाकी के लोग सहम जाते हैं। और तभी ताशिगी यहाँ पर आ जाती है। ये तो ताशिगी है। रो जोरो, आखिर मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। तुम्हें इन मासूमों को मारने में बहुत मजा आ रहा होगा, है ना? ये मामूली लोग नहीं है, आज तुम नहीं बचोगे। ए लड़की मेरी आंखों से दूर हो जा, तेरी शक्ल मेरी बचपन की दोस्त से मिलती है, मेरे पास तुम्हारे साथ लड़ने के लिए समय नहीं। और जोरो यहाँ से भाग जाता है। इधर नामी और उसॉप रो रहे होते हैं और बारक वर्क्स के मेंबर्स इनके पीछे पड़ चुके हैं। उसॉप गलियों के अंदर बहुत सारा सामान गिरा देता है जिसकी वजह से ये लोग ढेर हो जाते हैं। और थोड़ी देर तक चलते चलते नामी और उसॉप उस कसिनो के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पर क्रोकोडाइल रहता है। अब बस हमें इस ब्रिज
को पार करना है उस और इसके बाद हम उस कसीनो के अंदर घुस सकते हैं। और तब ये देखते हैं कि इनके सामने बारक वर्क्स के मेंबर्स आ चुके हैं और बंदूक तान कर खड़े हैं। लेकिन तभी जोरो यहाँ पर आकर इन दोनों की जान बचा लेता है। वीवी कहाँ पर है? मैं उसे अकेला छोड़कर आया था। हमें नहीं पता भाई, हम तो खुद सांजी को अकेला छोड़कर आए हैं। तभी लूफी भी यहाँ पर आ जाता है चिल्लाते चिल्लाते, हट जाओ सबके सब, मैं क्रोकोडाइल के कसीनो के अंदर जा रहा हूँ। और लूफी अकेला ही भाग जाता है क्रोकोडाइल को हराने के लिए उस कसीनो के अंदर। अबे लूफी अकेले मत जाओ उधर। लेकिन लूफी किसी की नहीं सुनता है और अकेला ही भगता जा रहा है। इस तरफ क्रोकोडाइल लूफी की फोटो ही देख रहा होता है। मिस ऑल संडे कहती है, सर ये लूफी हमारे कसीनो के बाहर आ चुका है। इसे एक बार अंदर तो आने दो। क्रोकोडाइल आ रहा हूँ तेरी बैंड बजाने के लिए। लूफी, उसॉप, नामी और जोरो क्रोकोडाइल की कसीनो की तरफ बढ़ने लगते हैं। मैं जानता हूँ तुम यहीं पर हो क्रोकोडाइल। और ये सभी लोग कसीनो के अंदर चले जाते हैं। मैं तुझे पीटने यहाँ पर आ चुका हूँ क्रोकोडाइल, कहाँ पर है तू? पर तभी देखते हैं कि ये तो एक मामूली सा कसीनो है जहाँ पर आम लोग बैठकर जुआ खेल रहे हैं। ये बच्चा कौन है? अरे इतना शोर क्यों मचा रहा है? साले लूफी चिल्लाना बंद कर, तेरे चिल्लाने से क्रोकोडाइल बाहर नहीं आ जाएगा। पर हमें तो पता भी नहीं है क्रोकोडाइल दिखता कैसा है। पक्का वीवी ने उसे देख रखा होगा। वीवी जी कहाँ है आप? अबे ये कसीनो है, यहाँ पर चिल्लाओ मत। कसीनो का मैनेजर भी यहाँ पर आ जाता है और बंदा एल्बर्ट आइंस्टाइन की तरह दिख रहा होता है। ये बच्चे कौन है? और लूफी का पीछा करते करते स्मोकर भी यहाँ पर आ जाता है। अरे भाई स्मोकर आ गया, भागो। कसीनो के गार्ड्स स्मोकर को रोकने की कोशिश करते हैं। सर जी यहाँ से चले जाइए, नेवी वाले यहाँ पर अलाउड नहीं है। सवाल है। स्मोकर को यहाँ पर देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं। मिस ऑल संडे भी यहाँ पर आ जाती है। उसे देखकर मैनेजर बुरी तरह से डर जाता है। क्या चाहिए तुम्हें? उन सभी को वीआईपी रूम में भेज दो, ये क्रोकोडाइल का ऑर्डर है। और इस तरफ ही सभी लोग स्मोकर से बचते हुए भाग रहे होते हैं। और तभी कुछ कसीनो वाले इन्हें बुला रहे होते हैं वीआईपी रूम के अंदर। ये देखो हमारा स्वागत हो रहा है। पर हम कोई वीआईपी तो है ही नहीं, तो हमारा स्वागत क्यों किया जा रहा है? क्या फर्क पड़ता है, चलो चलते हैं। अरे यार स्मोकर से बचने का एक ही रास्ता है, चलो जल्दी सामने। और लूफी और उसका क्रू स्मोकर से बचने के लिए वीआईपी रूम के अंदर चला जाता है। स्मोकर भी इस वीआईपी रूम के अंदर आ जाता है। इसके अंदर एक बहुत पतला और लंबा रास्ता होता है। सभी लोग उसके अंदर भागने लगते हैं। आगे चलकर इन्हें दो रास्ते दिखाई देते हैं। एक रास्ते पर लिखा होता है वीआईपी और दूसरे पर लिखा होता है पायरेट। अरे भाई कौन सा वाला चूज करें? हम पायरेट्स हैं तो हम पायरेट वाला ही चूज करेंगे। सारे पायरेट्स वाले रास्ते की तरफ चले जाते हैं। स्मोकर भी उनका पीछा करते करते उसी रास्ते पर चला जाता है। जब उस रास्ते पर ये सभी लोग पहुंचते हैं तो पता चलता है कि ये रास्ता बंद है और सामने एक बहुत बड़ी दीवार है। और तभी नीचे की जमीन फट जाती है और सारे लोग नीचे गिरने लगते हैं। ये सभी समझ जाते हैं कि ये लोग क्रोकोडाइल की जाल में फंस चुके हैं। ये जाल इन्हीं के लिए बनाया गया था। इस तरफ चॉपर इन सभी को ढूंढ रहा है कि ये सभी लोग कहाँ गए। और दूसरी तरफ लूफी और उसका क्रू एक जेल के अंदर बंद हो चुका है। काफी बढ़िया जाल था ये। घंटा, वहाँ वीआईपी का भी रास्ता था, अगर हम उधर जाते तो बच जाते। स्मोकर भी इसी जेल के अंदर होता है और अपना हथियार उठा लेता है। लूफी संभल कर। और स्मोकर लूफी पर हमला कर देता है। उसॉप ये देखकर बुरी तरह से डर जाता है। ये बंदा तो लड़ाई कर रहा है, यहाँ पर मर गए रे। अरे यार स्मोकर जी रहने दो यार, अभी कल करते हैं। मेरे अंदर बिल्कुल ताकत नहीं है अभी, सच्ची में पता नहीं मेरे शरीर को क्या हो गया, मैं हिल नहीं पा रहा। हाँ ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक खास तरह की जेल है जो कि डेविल फ्रूट यूजर्स के लिए बनी हुई है। इस जेल के सारे सामान में समुद्र के तत्व हैं, जिसकी वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम समुद्र के अंदर हो। और समुद्र के अंदर हम अपनी डेविल फ्रूट की ताकत को यूज नहीं कर सकते। नेवी इस जेल का इस्तेमाल करती है डेविल फ्रूट यूजर्स को रोकने के लिए। लूफी के ऊपर से अपना हथियार हटा इसी वक्त, वरना तुझे यहीं पर काट डालूंगा। अरे भाई इधर तो लड़ाई हो रही है। और तभी जेल के बाहर से एक हंसने की आवाज आने लगती है। उस कुर्सी के पीछे कोई ना कोई तो बैठा है, लेकिन स्मोकर इस आवाज को पहचान लेता है। क्रोकोडाइल, क्या ये तुम हो? क्या क्रोकोडाइल? और तभी क्रोकोडाइल इन सभी के सामने आ जाता है। उसे देखकर नामी और उसॉप बुरी तरह से डर जाते हैं और अपने हाथ ऊपर कर लेते हैं। तो यही है समुद्र के 7 वॉरलॉर्ड्स में से एक। हाँ तुम सभी लोग अब मरने वाले हो और चिंता मत करो स्मोकर, मैं उन नेवी वालों से कह दूंगा कि स्मोकर स्ट्रॉ हेड क्रू से लड़ते वक्त शहीदी को प्राप्त हो गया। वैसे भी सभी लोग मेरी बातों का यकीन करेंगे क्योंकि मैं एक वॉरलॉर्ड हूँ। तो तुम ही क्रोकोडाइल हो? हाँ मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, इधर आओ। लूफी जेल को टच कर लेता है और जमीन पर वापस गिर जाता है। और तुम्हें राजकुमारी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, उसे भी इधर लाने की तैयारी चालू कर दी गई है। इस तरफ राजकुमारी वीवी बारक वर्क्स के मेंबर से घिरी हुई है, लेकिन वीवी इन सभी से लड़ाई नहीं कर पाती और हार जाती है। राजकुमारी जी अब आपका खेल खत्म होता है। लेकिन तभी आसमान से एक चिड़िया यहाँ पर आ जाती है और तभी इन सभी पर गोलियों की बारिश होने लगती है। ये कैसा पक्षी है जो कि मशीन गन लेकर आया है? वीवी उस बर्ड को देखकर अपना हाथ ऊपर करती है और ये पक्षी राजकुमारी को उड़ाकर ऊपर ले जाता है छत पर। राजकुमारी इसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। पहल तो मेरे लिए यहाँ पर आ गए। हाँ शुक्रिया तुम्हारा। जिससे कि हमें पता चलता है कि ये पक्षी कोई और नहीं पहल है, जो कि राजा का सबसे खास आदमी है। पहल क्या मेरी बतख पहुँच गई थी? जी हाँ आपकी वो बतख पहुँच गई थी और हमने उस लेटर को भी पढ़ लिया है जो कि आपने भिजवाया था। नीचे खड़े ये सभी लोग देख लेते हैं कि ये पक्षी इंसान में बदल चुका है और ये सभी लोग इसे पहचान जाते हैं। ये तो पैल द फैल्कन है, अलाबास्ता का और राजकुमार का सबसे खतरनाक सिपाही। तुमने हमारी राजकुमारी को नुकसान पहुंचाया है, अब तुम नहीं बचोगे। पैल उन सभी पर हमला कर देता है और इन सभी को एक ही बार में हरा देता है। तभी मिस ऑल संडे भी यहाँ पर आ जाती है और पैल को देखकर कहती है ये तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। वीवी मिस ऑल संडे को देखती है और नीचे पैल ने सभी बारक वर्क्स के मेंबर्स को हरा दिया है। पैल ऊपर देखता है कि वहाँ पर कोई राजकुमारी के बगल में खड़ा है। राजकुमारी मिस संडे पर हमला कर देती है। इकराम की मौत का बदला मैं तुमसे जरूर लूंगी। क्या यही वो औरत है जिसने इकराम को मारा था? मिस ऑल संडे वीवी का हाथ पकड़ लेती है, अपने हाथ को वीवी के पेट के अंदर घुसा देती है और मिस ऑल संडे का हाथ वीवी के आर पार हो जाता है और वीवी नीचे गिर जाती है। ये देखकर पैल को कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर ये भी हुआ क्या। पक्षी में बदल जाता है और मिस ऑल संडे पर हमला कर देता है। मिस ऑल संडे अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाती है और एक वर्ड बोलती है ट्रेसपेलर्स,
जिसकी वजह से पेल के शरीर के ऊपर बहुत सारे हाथ आ जाते हैं और उसके पंखों को पकड़ लेते हैं ताकि वो उड़ ना पाए और इसके अटैक को रोक देती है। चिंता मत करो, मैंने राजकुमारी के ऊपर कोई हमला नहीं किया है, मैं तो बस मजाक कर रही थी। तुम्हारे पास कोई डेविल फ्रूट की ताकत है क्या? हाँ, तुमने बिल्कुल सही पहचाना, मैंने फ्लावर डेविल फ्रूट खाया है, जिसकी वजह से मैं अपने शरीर के अंदर से या किसी दूसरे इंसान के शरीर के अंदर से मेरे बहुत सारे हाथ उगा सकती हूँ। मुझे इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने दोस्त ईगराम की मौत का बदला लेकर ही रहूंगा। और तभी मिस ऑल संडे एक और बार उसी अटैक को यूज करती है और पेल के शरीर के अंदर से बहुत सारे हाथ बाहर निकलने लगते हैं। मिस ऑल संडे पेल की गर्दन को पकड़ लेती है और एक झटका मारकर पेल की गर्दन को तोड़ देती है और पेल की मौत हो जाती है। हाँ तो वीवी, यही था तुम्हारे एलबास्ता का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सैनिक। राजकुमारी पेल को देखती है, मेरी वजह से 2 लोगों की मौत हो गई। और इस तरफ कसिनो के जेल के अंदर लूफी और उसॉप सांजी का मजाक उड़ा रहे हैं। लूफी सांजी की एक्टिंग कर रहा होता है, मैं हूँ सांजी द बावर्ची और मैं कुड़ियों के पीछे मरता हूँ। उसॉप जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। तभी नामी इन दोनों पर एक पंच मारती है। हम जेल में है, अभी हंसी मजाक करने का समय नहीं है ये। और जोरो जेल के अंदर ही सो जाता है। नामी जोरो पर भी हमला करके इसके सर के ऊपर एक बॉल उगा देती है। सुबह हो गई क्या? उठ जा जोरो, उठ जा। क्रोकोडाइल ये सारी बातें बैठा हुआ सुन रहा होता है। अबे ओ क्रोकोडाइल, अगर तुझ में हिम्मत है तो हमें खोल के दिखा, हमारा कैप्टन लूफी तेरी चटनी बना देगा, समझा ना? हाँ, नामी ने बिल्कुल सही कहा, तेरी चटनी बना दूंगा मैं एक बार खोली से। हाँ, सही वक्त आने पर तुम्हें जेल से बाहर भी निकाला जाएगा। और तभी इसी जगह पर कोई आने लगता है। ये कौन है? आओ मिस वेडनेसडे, ये सारा खाना तुम्हारे लिए ही है, चलो पार्टी करते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि ये प्रिंसेस वीवी है जो कि खुद क्रोकोडाइल के सामने आ चुकी है चलकर और क्रोकोडाइल पर हमला कर देती है। क्रोकोडाइल, अगर तुम इस कंट्री में नहीं आते तो इस कंट्री में बहुत शांति होती। वैसे कौन सा हथियार यूज करने वाली हो तुम? पीकॉक स्ट्रिंग स्लैशर? हाँ, क्या ये लड़की पागल हो चुकी है? इसे लगता है ये एक वॉरलॉर्ड को हरा देगी। आज मैं तुम्हारा खेल खत्म कर दूंगी क्रोकोडाइल। और वीवी का हथियार क्रोकोडाइल की गर्दन पर लग जाता है और इसकी गर्दन कट जाती है। सभी लोग ये देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। ओ भाई साहब, वीवी ने इसे हरा दिया क्या सच में? इन चीजों का कोई फायदा नहीं है, वो एक वॉरलॉर्ड है, ऐसी छोटी मोटी चीजों से वो नहीं मरते। और जैसा स्मोकर ने कहा ठीक ऐसा ही होता है। क्रोकोडाइल धूल में बदल जाता है और यहाँ से उड़ जाता है। तो क्या तुम मुझे मारने के बाद अब खुश हो? और क्रोकोडाइल वीवी का मुंह पकड़ लेता है। अगर मैं बाहर आ गया ना तुझे छोड़ूंगा नहीं, वीवी को छोड़ दे। मिस ऑल संडे भी यहाँ पर आ जाती है और ये दोनों मिलकर वीवी को खाने के टेबल के ऊपर बिठा देते हैं। ये क्या हो रहा है? हमें तो लगा ये वीवी को मार डालेगा, पर ये तो उसे खाना खिला रहा है। बस थोड़ी देर में मेरा सपना पूरा होने वाला है, मिशन यूटोपिया शुरू होने वाला है। ये मिशन यूटोपिया क्या है? तुम करना क्या चाहते हो? बस इतना समझ लो, अभी थोड़ी देर में अलाबास्ता का नामो निशान मिटने वाला है। अब इसके बाद हम रेबल आर्मी के बेस को देखते हैं। कोजा यहाँ पर बैठा हुआ है और अपने मन में सोचता है क्या राजा को मारना ठीक रहेगा, क्या करूं? तभी एक सोल्जर यहाँ पर आता है और कहता है, सर जी, एलाबास्ता का राजा नानोहाना में आ चुका है अपने बहुत सारे सिपाहियों को लेकर। क्या कहा तुमने? वो नानोहाना में क्या करने आया है? और इस खबर को सुनते ही ये सभी लोग नानोहाना शहर की तरफ जाने लगते हैं। इस तरफ अलुबारना पैलेस के अंदर ये सभी सोल्जर्स राजा को ढूंढ रहे हैं। राजा इस पूरे महल में कहीं पर भी नहीं है और चाका इन सभी को राजा को ढूंढने का ऑर्डर दे देता है। और इधर रेन बेस सिटी में क्रोकोडाइल वीवी को देखकर हंस रहा होता है। राजकुमारी के दोनों हाथों को कुर्सी से बांध दिया जाता है। मैं जानती हूँ तुम मेरे पापा को मारना चाहते हो। नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, मैं तो उसे मौत से भी बदतर सजा देना चाहता हूँ और वो सब कुछ होगा मिशन यूटोपिया से। बस थोड़ी ही देर में मिशन यूटोपिया शुरू होने वाला है। आखिर ये मिशन यूटोपिया है क्या चीज? क्या करने वाले हो तुम? ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ आखिर ये मिशन यूटोपिया है क्या चीज और इसमें क्या होने वाला है। और इस तरफ अलुबारना पैलेस के अंदर एक सोल्जर चाका को बताता है कि राजा बहुत सारे सैनिकों को लेकर नानोहाना शहर की तरफ निकल चुका है। चाका सोचता है कि नानोहाना शहर में राजा क्या करने गया है। और इस तरफ राजा कोबरा सचमुच में नानोहाना शहर में आ चुका है। यहाँ के सभी लोग राजा को देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। योर मैजेस्टी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कोबरा बोलता है, मैं आप सभी से यहाँ पर माफी मांगने आया हूँ क्योंकि मैंने आप सभी से आपकी बारिश छीन ली, आपके शहर के पटास पाउडर का यूज किया जिसकी वजह से शहर में सूखा पड़ गया। ये सुनकर नानोहाना शहर के लोग बुरी तरह से चौंक जाते हैं। इन लोगों को विश्वास ही नहीं होता है कि राजा ऐसा भी कर सकता है। नहीं राजा जी, आप ऐसा नहीं कर सकते, कह दीजिए ये झूठ है। वो मैं ही था जिसने अपने शहर के ऊपर डांस पाउडर का यूज किया है जिसकी वजह से नानोहाना शहर के अंदर सूखा पड़ चुका है। ये नहीं हो सकता, यकीन नहीं होता, आप ऐसी घटिया हरकत कर सकते हैं। राजा से सही से बात करो वरना तुम्हें यहीं पर टपका दिया जाएगा। राजा के सभी लोग नानोहाना शहर के लोगों के ऊपर बंदूक तान के खड़े हो जाते हैं। सभी लोग ये देखकर घबरा जाते हैं। आपने अलाबास्ता बर्बाद कर दिया है, अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं? 2 साल पहले बहुत सारा डांस पाउडर इसी शहर से मेरे एलुबारना पैलेस की तरफ भेजा गया था और अगर सरकार को पता चल गया कि मैंने डांस पाउडर का यूज किया था जो कि बैन है तो वो मुझे अरेस्ट करेंगे। इसलिए मैं इस शहर में आया हूँ सारे सबूतों को मिटाने के लिए, इस शहर को पूरी तरह से जलाने के लिए। ये सुनकर नानोहाना शहर के लोग बुरी तरह से घबरा जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं, ये राजा पागल हो चुका है, ये अलाबास्ता का ही शहर जलाने आया है यहाँ पर। और तभी हम उसी छोटे से लड़के को देखते हैं। ये वही लड़का था जो कि कोजा से मिलने आया था उसके कैंप में। ये राजा को देखकर कहता है, तुम ही हो ना जिसने हमारे शहर से हमारी बारिश छीन ली? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। राजा पर हमला कर देता है। तुम्हारी वजह से मेरे सारे परिवार वाले मारे गए। लेकिन कोबरा उस बच्चे पर एक लात मार देता है और उसे दूर उड़ा देता है। राजा की इस हरकत को देखकर सभी लोग गुस्सा हो जाते हैं। इस बंदे ने एक छोटे से बच्चे के ऊपर लात मारी। ये वो राजा नहीं है जैसा हम इसे सोचते थे, ये तो बहुत बुरा है। और तभी कोसा यहाँ पर आ जाता है। कोसा देखता है कि सचमुच राजा यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर क्या करने आए हो तुम कोबरा? कोसा, बहुत दिनों बाद मिले। मैं यहाँ पर आया हूँ इस शहर को जलाने के लिए ताकि डांस पाउडर के सभी सबूतों को मिटा दिया जाए। कोसा इस बात को जैसे ही सुनता है इसका दिमाग खराब
खराब हो जाता है। चुप कर जाओ, तुम अपनी ही कंट्री को जलाने आए हो। तुम्हारे बारे में मैं बिल्कुल सही सोचता था। लेकिन राजा के सिपाही कोजा को रोक लेते हैं। तुम बहुत बुरे हो। तुमने पहले अलाबास्ता को पूरी तरह से तबाह कर दिया और बचे हुए लोगों का घर और उनकी चीजों को जलाने के लिए यहाँ पर आ गए। और तभी राजा का एक सैनिक कोजा के ऊपर हमला कर देता है और कोजा नीचे गिर जाता है। रेबल आर्मी के लोग ये सब कुछ देखते हैं कि इनके लीडर को गोली मार दी गई है। कोजा की गोली लगने के बाद राजा हंसने लग जाता है। अब जल्दी से इस पूरे शहर को तबाह कर दो। क्या आप सच में शहर को जलाने वाले हैं? और राजा के सभी सैनिक शहर को जलाना शुरू कर देते हैं और हर जगह तोड़ फोड़ मचाना शुरू कर देते हैं और कोजा नीचे पड़ा हुआ है जमीन पर। और तभी मिस्टर वन और डबल फिंगर एक बहुत बड़ी सी शिप लेकर आ जाते हैं। इस शिप को नानोआना शहर की तरफ उड़ा देते हैं और सभी लोगों की नजर उस विशालकाय शिप पर जाती है जो कि नानोआना शहर की तरफ आ रही है। शहर के बीचों बीच लैंड करती है और आधा शहर इस शिप के अंदर दब जाता है। हर तरफ तबाही मच जाती है। सभी लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। राजा ये सब देखकर हंसने लगता है। मुझे लगता है मेरा नाटक को मुझे बंद कर देना चाहिए। और एक अजीब से क्राउन को पहन लेता है और हमें पता चलता है कि ये राजा और कोई नहीं बल्कि मिस्टर टू है जो कि राजा का भेष बदलकर यहाँ पर आया है। और ये सभी राजा के सैनिक नहीं है, ये सभी दरअसल बारक वर्क्स के मेंबर्स हैं। रेबल आर्मी के सोल्जर्स कोजा को उठाने की कोशिश करते हैं। सर क्या आप ठीक है? राजा यहाँ से जा चुका है। मिस्टर टू यहाँ से भाग जाता है। ऑपरेशन यूटोपिया तो बिल्कुल सही चल रहा है। शहर के लोग आग को बुझाने की कोशिश करते हैं और मिस्टर टू यहाँ से जा रहा होता है। लेकिन तभी गलियों के बीच में ये छोटा सा बच्चा यहाँ पर सब कुछ देख रहा होता है। इस बच्चे ने सब कुछ देखा कि इसने राजा का भेष बदला और इस सारा ड्रामा किया यहाँ पर। इसका मतलब है ये असली राजा नहीं है। मुझे रेबल आर्मी को ये बात बतानी होगी। लेकिन तभी वो छोटा बच्चा अपने पीछे मिस्टर वन और डबल फिंगर को देखता है। लगता है तुमने बहुत सारी चीजें जान ली है बच्चे। तुम्हें ये सब कुछ नहीं देखना चाहिए था। मुझे जाने दीजिए। इधर रेबल आर्मी के लोग कोजा को उठा रहे हैं। कोसा, हमें इस कंट्री को बचाना होगा। तुम अभी नहीं मर सकते। तभी कुछ लोगों की नजर इस बच्चे पर जाती है। ये बच्चा एक गली से बाहर निकलता है और इसके सर के ऊपर खून लगा होता है। इसकी हालत बहुत खराब होती है। रेबल आर्मी के सोल्जर्स कोजा को छोड़कर इस छोटे बच्चे को संभालते हैं। ये बच्चा अपने मन में सोचता है कि इन्हें सब कुछ सच सच बताना होगा, लेकिन इसका मुंह ही नहीं खुल रहा होता। इतनी बुरी तरह से पीटा जाता है इस बच्चे को। तभी कोजा खड़ा हो जाता है और इस छोटे बच्चे के सर के ऊपर हाथ रख के कहता है, ये सब कुछ उस घटिया राजा की वजह से हो रहा है। जल्दी उस राजा और उसके महल को डिस्ट्रॉय करने चलो। सर हमारे पास इतने हथियार नहीं है कि हम लड़ाई कर सके। हथियारों की चिंता मत करो। ये शिप जो भी लैंड करी है ये एक आर्मरी शिप है। इसके अंदर बहुत सारे हथियार होंगे। उन हथियारों को उठाओ और सीधा राजा की तरफ चलो। वो डरपोक अभी अपने महल में जाकर छुप गया होगा। इस तरफ हम सभी बारक वर्क्स के एजेंट्स को देखते हैं। ये सभी राजा के महल की तरफ जा रहे हैं और इस तरफ कोजा इन सभी को ऑर्डर देता है। रास्ते में तुम्हें जितने भी राजा के सोल्जर्स दिखे उन्हें जान से मार दो। शायद हमारा आखिरी मिशन होगा और इसके बाद रेबल आर्मी की मौत हो जाएगी, पर हमें राजा को मार कर ही मरना है। और सभी रेबल आर्मी के सोल्जर्स ये सुनकर बहुत ज्यादा उत्साह से भर जाते हैं। हाँ हम तैयार हैं। और इस तरफ अलुबारना पैलेस के अंदर राजा के कुछ सोल्जर्स चाका को बताते हैं, यो मजेस्टी, राजा अभी नानोआना शहर में दिखे थे और वहाँ पहुँचते ही उन्होंने पूरे शहर में आग लगा दी। सभी लोगों की जान खतरे में है सर। ये सुनकर चाका को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। ये नहीं हो सकता। ये क्या बकवास है? राजा ऐसा कभी नहीं कर सकता। सर हमें तो यही खबर मिली है और हमें ये भी खबर मिली है कि रेबल आर्मी इसकी वजह से बहुत गुस्सा है। हमारे महल की तरफ ही आ रही है हम पर हमला करने के लिए। चाका को इसकी बातें सुनकर यकीन नहीं होता। मैं क्रोकोडाइल को छोड़ूंगा नहीं। चाका अपनी तलवार निकाल लेता है। जंग के लिए तैयार हो जाओ। और इस तरफ रेन बेस सिटी में कसिनो के अंदर सभी लोग उसके प्लान को सुनकर हक्के बक्के रह जाते हैं और क्रोकोडाइल इन्हें अपना सारा प्लान समझा देता है। इसका प्लान सुनकर वीवी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और चिल्लाकर कहती है, चुप हो जाओ, तुम कितने बुरे हो। मैंने इस प्लान को इस तरह से बनाया है जिससे कि तुम्हारे पापा की मौत बहुत ज्यादा दर्दनाक होगी। वैसे मेरा कोई इरादा नहीं है तुम्हारे पापा को मारने का, पर अलाबास्ता के लोग ही तुम्हारे पापा को मारना चाहते हैं। तो अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? लूफी इसकी बातें सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी वीवी अपनी कुर्सी को गिरा देती है और यहाँ से भागने की कोशिश करती है। मेरे पास अभी भी समय है। मैं रेबल आर्मी को रोककर उन्हें सारा सच बता दूंगी। मेरे होते हुए यहाँ से बाहर कैसे जाओगी नादान लड़की? अब इसके बाद हम रेबल आर्मी को देखते हैं जो कि राजा से बदला लेने के लिए एलुबारना पैलेस की तरफ निकल चुके हैं। पर इस तरफ रेन बेस सिटी के अंदर क्रोकोडाइल इन सभी से कहता है, मैं लुबारना पैलेस जा रहा हूँ। राजा की बर्बादी को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। तुम भी हमारे साथ चल सकती हो वीवी। हो सकता है कि तुम रेबल आर्मी को रोक सको राजा पर हमला करने से, और दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम यहीं पर रुककर इन सभी को आजाद कर सकती हो। क्रोकोडाइल एक चाबी को दिखाता है और ये चाबी इस जेल की है। ये तो इसी जेल की चाबी है ना। तो वीवी तुम किसे बचाना चाहती हो, अपने दोस्तों को या अपने पापा को? अगर एक बार तुम्हारे पापा मर गए तो एलाबास्ता पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। वीवी को कुछ समझ नहीं आता कि उसे अब क्या करना चाहिए। इसके हाथ बंधे होते हैं। वीवी अपने हाथों को खोल लेती है लेकिन देखती है कि उसके कुछ करने से पहले ही ये चाबी उसी सुरंग के अंदर जा चुकी है जहाँ पर मिस्टर 3 गिरा था। और उस सुरंग के अंदर बहुत सारे मगरमच्छ होते हैं और उनमें से एक मगरमच्छ उस चाबी को निगल जाता है। अरे यार ये क्या हो गया? मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था। अगर तुमने अपने पापा को बचाने का रास्ता भी चुना होता तो तुम तब भी कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि रेबल आर्मी अलुबारना पैलेस की तरफ निकल चुकी है और वो हमसे पहले अलुबारना पहुंच जाएगी राजा को मारने के लिए। और तुम अब अपने दोस्तों को भी नहीं बचा सकती, क्योंकि मैंने वो चाबी गलती से नीचे गिरा दी है और मगरमच्छ उसे खा चुके हैं। एलाबास्ता के लोग बहुत बड़े बेवकूफ हैं, और सबसे बड़ा तो वो बूढ़ा जो कि रोज गड्ढा खोदता है पानी की तलाश में, पर उसे इतना नहीं पता कि पानी यहाँ पर खत्म हो चुका है। उसे लगता है कि यूबा शहर की हालत तूफान की वजह से हुई है, पर उसे ये नहीं पता कि ये सब कुछ मेरा किया धरा है। लूफी ये बात सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है, क्योंकि यूबा शहर में जो तबाही हुई है वो क्रोकोडाइल की वजह से ही आती है। क्रोकोडाइल मिस ऑल संडे को लेकर यहाँ से जाने लगता है। वीवी नीचे जमीन पर बैठी होती है और रो रही होती है। वीवी जल्दी से हमें इस जेल से बाहर निकालो। ये बात सुनकर क्रोकोडाइल रुक जाता है और लूफी की तरफ देखकर
हंसना शुरू कर देता है और जाते जाते क्रोकोडाइल एक सुरंग को खोल देता है और उसके अंदर पानी के साथ साथ एक क्रोकोडाइल भी बाहर आ जाता है और एक क्रोकोडाइल आकर राजकुमारी विवी के सामने खड़ा हो जाता है। ये देखकर विवी घबरा जाती है। 1 घंटे में पूरा कमरा पानी से भर जाएगा, इधर बहुत सारे क्रोकोडाइल्स आ जाएंगे। और इनमें से एक क्रोकोडाइल आते ही तोड़ फोड़ मचाना शुरू कर देता है और एक सीढ़ी को खा लेता है। अरे यार, ये सीढ़ी तो तबाह हो गई, इसके दांतों में कितनी ताकत है। क्रोकोडाइल विवी के पीछे पड़ जाता है और उसे खाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन अचानक से रुक जाता है और तभी किसी का फोन आ जाता है। मिस ऑल संडे उस फोन को उठाती है और उसके अंदर से एक आवाज आती है, तुम सब लोग कहाँ पर हो। क्रोकोडाइल इस आवाज को सुनता है। ये आवाज पहले मैंने कहीं सुन रखी है। लूफी और इसका क्रू इस आवाज को सुनता है। अरे यार, ये आवाज तो जानी पहचानी नहीं है। आखिर तुम कौन बोल रहे हो और तुम्हें मुझसे क्या काम है? मैंने सभी स्ट्रॉ हेड्स वालों को पकड़ लिया है। क्या बकवास कर रहे हो? स्ट्रॉ हैट अभी मेरे पास है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है मिस्टर प्रिंस और सारी लड़कियां मुझे अपना हीरो मानती हैं। लूफी इस आवाज को पहचान लेता है और इसे पता चल जाता है कि आवाज सांजी की है। सांज पर तभी उसॉप इसका मुंह बंद कर देता है। साले चुप हो जा। क्रोकोडाइल को भी सांजी के बारे में नहीं पता है, क्योंकि जब मिस्टर 2 हमारी शिप के ऊपर आया था उसने हम सभी को देखा सिवाय सांजी के। सांजी तब किचन के अंदर खाना बना रहा था। हाँ, तुमने सही कहा, शायद सांजी हमारी जान बचा सकता है। सांजी मिस्टर प्रिंस बन के बात कर रहा होता है क्रोकोडाइल से और क्रोकोडाइल को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर ये मिस्टर प्रिंस है कौन। पीछे से लूफी और उसका क्रू आवाज लगाने लगता है, प्रिंस जी बचा लीजिए, हम कसीनो के अंदर हैं। और तभी फोन में से सांजी की चिल्लाने की आवाज आती है, जैसे कि उसे पीछे से किसी ने मार दिया हो। और तभी फोन पर बारक वक्स का एक आदमी कहता है, माफ कीजिएगा बॉस, कोई बहरूपिया बारक वक्स का एजेंट बन के आपसे बात कर रहा था, लेकिन हमने इसे मार गिराया है, आप चिंता मत कीजिए। तुमने बहुत अच्छा काम किया। वैसे ये बहरूपिया भी है कहाँ पे? जी सर, ये बिल्कुल आपकी कसीनो के बाहर ही है। ठीक है, चिंता मत करो, मैं कसीनो के बाहर ही आ रहा हूँ। लूफी और उसका क्रू ये सारी बातें सुनते हैं और काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि सांजी मर चुका है। बाहर किसी बारक वक्स के आदमी ने सांजी को मार दिया है। मुझे तो पहले से पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। हम यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। क्रोकोडाइल यहाँ से चला जाता है और जाने से पहले कहता है, 1 घंटे में ये कमरा पूरी तरह से भर जाएगा। और जैसे ही क्रोकोडाइल यहाँ से जाने लगता है तो ये मगरमच्छ विवी के पीछे पड़ जाता है इसे खाने के लिए। विवी किसी तरह से अपनी जान बचाकर सीढ़ी के ऊपर चढ़ जाती है। मेरा यहीं पर इंतजार करना, मैं कसीनो के बाहर जाती हूँ, किसी को हेल्प के लिए बुला कर आती हूँ। विवी, हमें तुम पर पूरा भरोसा है, जल्दी किसी को हेल्प के लिए लेकर आओ विवी। और विवी यहाँ से चली जाती है। क्रोकोडाइल कसीनो से बाहर जाने लगता है और तभी कसीनो का मैनेजर इसके सामने आ जाता है, वही एल्बर्ट आइंस्टाइन। क्रोकोडाइल सर, नानोहना में एलाबास्ता के राजा ने आग लगा दी है। मुझे पहले से पता था कि एलाबास्ता का राजा बहुत बुरा है। कसीनो के सारे लोग क्रोकोडाइल को चीयर करने लगते हैं, हमारा हीरो आ चुका है क्रोकोडाइल सर। और मिस ऑल संडे क्रोकोडाइल से कहती है, तुम तो सच में बहुत मशहूर हो क्रोकोडाइल। जल्दी राजा के महल चलो, मेरे सारे बारक वक्स के एजेंट्स भी वहीं पर पहुंच रहे होंगे और मिस्टर प्रिंस से भी तो मिलना है। जैसे ही ये क्रोकोडाइल बाहर आता है कसीनो से तो बाहर बहुत अजीब सा नजारा होता है। क्रोकोडाइल देखता है कि बाहर बहुत सारे बारक वक्स के मेंबर्स मरे पड़े हैं और क्रोकोडाइल एक जख्मी पायरेट से पूछता है, तुम्हारी ये हालत किसने की? जी सर, कोई मिस्टर प्रिंस नाम का बंदा था और अकेला हम सबको मार कर गया है। क्रोकोडाइल समझ जाता है कि मिस्टर प्रिंस अभी भी जिंदा है। क्रोकोडाइल अपने सामने देखता है और देखता है कि एक आदमी इससे छुपकर यहाँ से भाग रहा होता है। क्रोकोडाइल समझ जाता है कि यही मिस्टर प्रिंस है। अब तुम मुझसे नहीं बच सकते। क्रोकोडाइल उस बंदे के पीछे पड़ जाता है और उसका पीछा करने लगता है। अंदर विवी छुपते छुपाते कसीनो से बाहर जाने लगती है, लेकिन जैसे ही कसीनो की गेट पर आती है तो इसे पता चलता है कि किसी ने इस कसीनो का ब्रिज तोड़ दिया है और ब्रिज के ऊपर पानी भर चुका है, जिसकी वजह से कोई भी इस ब्रिज को अब पार नहीं कर सकता। अरे यार, अब मैं किसी को हेल्प के लिए कैसे बुलाऊंगी? लेकिन तभी राजकुमारी के पीछे से एक आवाज आती है, आपका प्रिंस आपकी हेल्प के लिए आ चुका है विवी। और ये बंदा कोई और नहीं सांजी है। सांजी कसीनो के अंदर बैठा हुआ है और कोई गेम खेल रहा है। विवी सांजी को देखकर बहुत खुश हो जाती है। सांजी, तुम जिंदा हो? हाँ, मैं जिंदा हूँ विवी, और वो ब्रिज मैंने ही तोड़ा है ताकि क्रोकोडाइल यहाँ पर वापस ना जाए। जल्दी मुझे लूफी के पास लेकर चलो, उन्हें आजाद भी तो करना है। अब इसके बाद विवी सांजी को सभी के सभी क्रू मेंबर्स के पास लेकर जाने लगती है। पर सांजी, बारक वक्स के एक मेंबर ने कहा था कि उसने तुम्हें मार दिया है। क्या मुझे? ये सब तो प्लान का एक हिस्सा था। मैंने और चॉपर ने बारक वक्स के एक आदमी को पकड़ लिया था। हमने उसे बहुत पीटा और फिर उससे फोन पर बुलवाया कि उसने मिस्टर प्रिंस को मार दिया है ताकि हम थोड़ी देर के लिए क्रोकोडाइल का ध्यान भटका सके। उसके बाद मैंने चॉपर को मेरे कपड़े पहना दिए और उससे मिस्टर प्रिंस बना दिया और चॉपर ने मिस्टर प्रिंस बन के सभी बारक वक्स के मेंबर्स को मार दिया। और अब तक तो क्रोकोडाइल को इसके बारे में पता चल चुका होगा और चॉपर को मिस्टर प्रिंस समझकर उसका पीछा कर रहा होगा। फिर तो वो चॉपर को मार देगा। विवी, तुम चॉपर की चिंता बिल्कुल मत करो, उसके पास बचने की एक ट्रिक है जिसका यूज करके वो क्रोकोडाइल से आसानी से बच जाएगा। और इस तरफ क्रोकोडाइल चॉपर का पीछा करते करते शहर के बीचों बीच आ चुका है, लेकिन चॉपर अपना छोटा वाला रूप ले लेता है और क्रोकोडाइल को आसानी से चकमा दे देता है। इस तरफ लूफी और उसका क्रू बुरी तरह से डरे हुए हैं। पानी पानी, हम मरने वाले हैं। ये सभी लोग जेल के अंदर बंद है और कमरे के अंदर पानी भरता जा रहा है और वो बड़ा सा मगरमच्छ भी इनके सामने खड़ा हुआ है। साले क्रोकोडाइल, अगर हिम्मत है तो इस जेल को तोड़ के दिखा। ये सुनकर क्रोकोडाइल की ईगो हर्ट हो जाती है और इस जेल को तोड़ने की कोशिश करता है, पर ये जेल बहुत ज्यादा मजबूत होती है और इस मगरमच्छ के दांत ही टूट जाते हैं। अरे यार, ये जेल किस चीज की बनी है? सब लोग डर के मारे चिल्ला रहे होते हैं, लेकिन ये स्मोकर आराम से बैठा होता है और कुछ सोच रहा होता है। अबे स्मोकर, कर ले कुछ, कितनी आराम से बैठा है, क्या सोच रहा है? क्रोकोडाइल के साथ वो जो लड़की रहती है, मुझे उसका नाम नहीं आता रहा, लेकिन गवर्नमेंट ने पिछले 20 सालों से उस पर एक बाउंटी लगा रखी है। उस लड़की के ऊपर 70 मिलियन की बाउंटी है। नाम ये सुनकर हैरान रह जाती है। ये तो क्रोकोडाइल की बाउंटी के बराबर है। इसका तो यही मतलब है कि वो लड़की क्रोकोडाइल जितनी ही बराबर स्ट्रॉन्ग है। ये सब बातें छोड़ो, पानी देखो कितना ऊपर आ गया। लूफी पानी को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और यहीं पर बेहोश हो जाता है। अबे लूफी, संभाल खुद को। नामी सीढ़ियों की तरफ देखती है और अपने मन में
सोचती है कहीं वीवी भाग तो नहीं गई, वो हेल्प के लिए कब तक आएगी। अगर मैं थोड़ा सा और ताकतवर स्पोर्ट्समैन होता तो इस पिंजरे को 2 सेकंड के अंदर काट देता। मैं अब भी बहुत कमजोर हूँ। लेकिन तभी इस क्रोकोडाइल के चिल्लाने की आवाज आती है और हमें पता चलता है कि सांजी यहाँ पर आ चुका है और इसने एक ही लात में क्रोकोडाइल को हवा में उड़ा दिया है। सांजी को जिंदा देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं और सांजी कहता है, सो गाइस हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद के लिए यहाँ पर आया हूँ। तुम्हारा दोस्त आ चुका है, सांजी बचा ले भाई। शुक्र है कोई तो आया। सांजी जल्दी हमें बाहर निकालो। सांजी नामी को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। ओह नामी जी, लगता है आप मुझे पसंद करने लगे हैं। और सांजी नाचना शुरू कर देता है। क्या है ये बंदा, सांजी साले सिंप। लूफी देखता है कि सीढ़ी के ऊपर वीवी बैठी हुई है और समझ जाता है कि वीवी सांजी को यहाँ पर लेकर आई है। चिंता मत करो, सब कुछ कंट्रोल में है। सांजी के सामने बहुत सारे क्रोकोडाइल्स आ चुके हैं। लगता है मुझे इन सभी को हराना होगा। लेकिन तभी स्मोकर कहता है, रुक जाओ लड़के, उस तीसरे नंबर वाले क्रोकोडाइल के अंदर हमारी चाबी है। क्रोकोडाइल को हराओ और उस चाबी को बाहर निकाल दो। और जैसा कि स्मोकर ने कहा, सांजी बिल्कुल ऐसा ही करता है। सांजी तीसरे नंबर वाले क्रोकोडाइल पर हमला करता है, लेकिन इसके पेट के अंदर से एक बहुत अजीब सी बॉल बाहर आती है। इसके पेट से ये क्या बाहर निकला? ये अजीब सी बॉल टूटने लगती है और अचानक से इस बॉल के अंदर से बाहर निकलता है मिस्टर 3। और ये वही क्रोकोडाइल था जिसने मिस्टर 3 को खा लिया था। मिस्टर 3 बाहर आकर चिल्लाकर कहता है, आखिरकार मैं आजाद हो गया, मुझे बहुत प्यास लग रही है। ये सभी लोग मिस्टर 3 को देखकर हैरान रह जाते हैं। बस इसी की कमी थी, ये भी आ गया मिस्टर 3। मिस्टर 3 नीचे जमीन पर पड़ा हुआ गंदा पानी पीना शुरू कर देता है। मैं पहले जैसा हो चुका हूँ। अच्छा हुआ जब वो क्रोकोडाइल मुझे खाने वाला था, उससे पहले ही मैंने अपनी डेविल फ्रूट की ताकत का यूज करके एक वैक्स की बॉल अपने आसपास लपेट ली थी, जिसकी वजह से मैं जिंदा बच गया। मिस्टर 3 देखता है कि उसके सामने एक चाबी है। उस चाबी को उठाता है। आखिर ये किस चीज की चाबी है? पीछे ये सारे लोग चिल्ला रहे होते हैं, अबे ओ हमको दे ये चाबी, हमारी है ये। मिस्टर 3 इन सभी को देखता है और बुरी तरह से डर जाता है। अरे तुम यहाँ पर भी आ गए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिस्टर 3 समझ जाता है कि क्रोकोडाइल ने इन सभी को जेल के अंदर डाल दिया है और ये इनके जेल की चाबी है। तभी सांजी इसके सामने आ जाता है और इसको देखकर इसकी आंखें बाहर आ जाती हैं। चुपचाप इस चाबी को दे दे मिस्टर 3। अरे भाई तुम कौन हो? मिस्टर 3 इस चाबी को दूर फेंक देता है मैं लोगों की जान नहीं बचाऊंगा। और ये चाबी 3 मगरमच्छ के बीच जाकर गिर जाती है। अरे यार वो चाबी खो चुकी है। शिट। सांजी ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। क्या तुझे अंदाजा भी है तूने अभी क्या किया है? और इधर क्रोकोडाइल मिस ऑल संडे के साथ कसीनो के अंदर वापस आने लगता है। किसी ने जानबूझकर कसीनो का ब्रिज तोड़ दिया है ताकि हम लोग अंदर ना पाए। शायद उन लोगों को बचाने के लिए उनका कोई दोस्त अंदर आ चुका है। अगर उन्हें चाबी मिल गई होगी तो? अगर उन्हें वो चाबी मिल भी गई होगी तो भी उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि असली चाबी तो मेरे पास है। मुझे तुमसे ही उम्मीद थी क्रोकोडाइल। इधर उस सबको एक आइडिया आता है, हमें चाबी ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। ये मिस्टर 3 अपनी वैक्स से कुछ भी बना सकता है और उस चाबी से हम इस जेल का दरवाजा खोल सकते हैं। और मिस्टर 3 इस चाबी को बना लेता है और जेल का दरवाजा खोल देता है। सर जी इतनी मारपीट की क्या जरूरत थी यार, मुझे प्यार से समझा देते, मैं ऐसी खोल देता। दरअसल सांजी ने मिस्टर 3 की बुरी तरह से पिटाई की है, जिसकी वजह से ये बंदा चाबी बनाने के लिए मान गया। और सांजी एक और बार मिस्टर 3 की एक लात मारता है और कहता है, चल निकल यहाँ से, अब तेरा काम पूरा हो चुका है। और मिस्टर 3 दीवार पर दूर जाकर गिरता है। जेल खुल जाती है और ये सभी लोग बाहर आ जाते हैं। हम बाहर तो आ गए पर यहाँ तो बहुत सारे क्रोकोडाइल्स हैं। लेकिन तभी जोरो और लूफी मिलकर इन सभी क्रोकोडाइल्स को मार देते हैं। मेरे रास्ते में जो भी आएगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं अभी पानी में डूबने वाला था। और तभी लूफी पीछे देखता है, जोरो पीछे देख। और हमें पता चलता है कि सांजी ने जो बाहर अभी ब्रिज तोड़ा था थोड़ी देर पहले, उसकी वजह से ये बिल्डिंग टूटना शुरू हो चुकी है। और देखते ही देखते ये पूरी बिल्डिंग तबाह होने लगती है और ये सारा पानी कमरे के अंदर आ जाता है, जिसके अंदर ये सभी लोग डूबना शुरू हो जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद क्रोकोडाइल इसी कमरे के अंदर आता है और कुछ ऐसा देखता है जिसकी वजह से इसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। क्रोकोडाइल देखता है कि जेल खुली पड़ी है और ये सभी लोग यहाँ से भाग चुके हैं। पूरा कमरा टूटा पड़ा है, इसके सभी क्रोकोडाइल्स भी मारे जा चुके हैं और पता नहीं कहाँ से ये मिस्टर 3 भी बेहोश पड़ा हुआ है। इधर कसीनो के बाहर सांजी लूफी को बाहर खींच रहा होता है पानी के अंदर से और वीवी और नामी उस सबको बाहर निकाल रहे होते हैं इसकी नाक से इसको पकड़कर। शुक्र है हम सभी लोग बच गए। जोरो भी पानी से बाहर आ जाता है और कैप्टन स्मोकर को भी ले आता है। अरे यार जोरो इस नेवी वाले को क्यों लेकर आया है? शायद तुम भूल रहे हो, हम एक पायलट है और कैप्टन स्मोकर एक नेवी वाला है। स्मोकर जाग जाता है और जागते ही जोरो पर हमला कर देता है। रोनो रोज जोरो, तुमने मेरी जान क्यों बचाई? आखिर तुमने मुझ पर यह एहसान क्यों किया? हाँ, जोरो इसके अटैक को रोक देता है और कहता है, मुझे तुम्हें बचाने का कोई शौक नहीं है। जब हम सभी लोग पानी में बह रहे थे तो मेरे कैप्टन लूफी ने ऑर्डर दिया था कि तुम्हें बचाना होगा, क्योंकि तुम एक डेविल फ्रूट यूजर हो और तुम तैर नहीं सकते। मैंने सिर्फ अपने कैप्टन को ऑर्डर माना है, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। स्मोकर ये सुनकर हैरान हो जाता है और इसे समझ में नहीं आता कि आखिरकार लूफी ने इसे क्यों बचाया। इधर लूफी और उसॉप भी जग जाते हैं, कहा वो क्रोकोडाइल कहाँ गया? और तब ये देखते हैं कि शहर के सभी लोग इन्हें ही देख रहे हैं और लूफी को पहचान लेते हैं। ये तो मंकी डी लूफी है। और डर के मारे यहाँ पर नेवी वालों को बुला लेते हैं। लूफी पीछे मुड़कर देखता है और उसे अपने सामने स्मोकर दिखाई देता है। अरे ये तो स्मोकर है, ये हमें अरेस्ट कर लेगा लूफी। उसॉप चिंता मत कर, मैं इसे हरा दूंगा, जल्दी कर, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, नेवी वाले आ रहे हैं। और तभी स्मोकर कुछ ऐसा कहता है जिसकी लूफी ने कभी भी उम्मीद नहीं की थी। तुम जा सकते हो। ये क्या बोल रहे हो भाई? मैं इस बार तुम्हें जाने देता हूँ, तुमने मेरी जान बचाई है और मैं किसी का एहसान नहीं रखता। इधर बहुत सारे नेवी वाले आ जाते हैं। लूफी परमिशन मिल चुकी है, अब हमें जल्दी से एलुबारना पहले जाना होगा, रिबेलियन आर्मी को रोकने के लिए, जल्दी चलो। और सभी लोग यहाँ से भाग जाते हैं। जोरो लूफी का इंतजार कर रहा होता है। अरे लूफी जल्दी चल, नेवी वाले आने वाले हैं। लेकिन लूफी स्मोकर के आगे ही खड़ा होता है और स्मोकर से हंसकर कहता है, लगता है तुम मुझे पसंद करने लगे हो स्मोकर। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, और लूफी पर एक अटैक कर देता है। अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें सच में अरेस्ट कर लूंगा। और लूफी यहाँ से भाग जाता है और इन सभी के जाने के बाद ये नेवी वाले यहाँ पर आ जाते हैं, पर इन्हें यहाँ पर लूफी नहीं मिलता। और लूफी और इसके सभी दोस्त रेन बेस शहर को छोड़कर एलुबारना पैलेस की तरफ निकल पड़ते हैं रिबेलियन आर्मी को रोकने के लिए। स्मोकर उन सभी नेवी वालों को रोक देता है। उन्हें जाने दो और तुम सुनो मेरी बात,
नेवी के ऑफिसर्स को अलाबास्ता के अंदर बुला लो। सर पर इतने सारे नेवी वालों को क्यों बुलाना है? इस काम के लिए सीनियर हमें परमिशन नहीं देंगे। सीनियर की परमिशन मांगी किसने है? जल्दी से मेरे बैको को अलाबास्ता के अंदर बुला लो, ये मेरा ऑर्डर है। ठीक है सर, जैसा आप कहें। इधर लूफी और ये सभी लोग भाग रहे हैं और तभी चॉपर और ये ऊंट इसके सामने आ जाते हैं। ये दोनों एक बहुत बड़े केकड़े के ऊपर बैठे हुए हैं। उसे देखकर ये सभी लोग हैरान रह जाते हैं, ये कितना बड़ा है। और सभी लोग इस केकड़े के ऊपर आकर बैठ जाते हैं। मैंने सुना है केकड़े रेगिस्तान के अंदर बहुत तेजी से चलते हैं। हाँ, ये केकड़ा इसी ऊँट का दोस्त है। इसी ऊँट ने मेरी हेल्प की। तो चलो सब लोग तैयार हो जाओ यहाँ से जाने के लिए। और ये केकड़ा साइडवेज चल रहा होता है और बहुत तेजी से अलुबारना पैलेस की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन तभी क्रोकोडाइल का हाथ उड़ते उड़ते लूफी के क्रू की तरफ आने लगता है। ये हाथ आता है और राजकुमारी विवी को पकड़ लेता है और उसे उस केकड़े से उड़ाकर दूर ले जाता है। नामी इस चीज को देख लेती है और देखती है कि विवी हवा में उड़ती हुई जा रही है। विवी, चॉपर रुको, ये फिर आ गया तुम्हारी। लूफी अपने हाथों को बड़ा करता है और राजकुमारी को पकड़ लेता है। खुद राजकुमारी की जगह पर आकर विवी को इन सभी के पास फेंक देता है और एक क्रोकोडाइल का हाथ लूफी को यहाँ से ले जाने लगता है। लूफी, ये तो लूफी को उठा कर ले गया। लूफी बहुत दूर जाकर गिर जाता है और दूर से चिल्लाता है, अरे मेरी चिंता मत करो, तुम सभी अलुबारना निकलो, मैं बहुत ही जल्द वापस आ जाऊंगा। मुझे पता था ये ऐसा ही कुछ कहेगा। चॉपर, हमें इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा। लूफी ठीक रहेगा, उसकी चिंता मत करो। ठीक है जोरो भैया। और इस केकड़े को वापस से ले जाने लगता है अलुबारना पैलेस की तरफ। अरे यार, हम लूफी को अकेले कैसे छोड़कर जा सकते हैं? लूफी को देखकर राजकुमारी विवी हद से ज्यादा टेंशन में आ जाती है, लेकिन नामी इसे समझाती है, विवी तुम चिंता मत करो, लूफी बहुत ज्यादा ताकतवर है, उसे कुछ नहीं होगा। लूफी, हम आलूबारना में तुम्हारा इंतजार करेंगे। हाँ तुम चिंता मत करो विवी, मैं बहुत ही जल्द आ जाऊंगा। लूफी देखता है कि उसके सभी लोग यहाँ से जा चुके हैं और क्रोकोडाइल मिस ऑल संडे लूफी के पीछे खड़े होते हैं। स्ट्रॉ हेड वाले, तूने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। शायद मुझे भी यही कहना चाहिए। क्रोकोडाइल, आखिरकार मैं तुमसे लड़ पाऊंगा। लगता है तुम्हें तुम्हारी ताकत पर बहुत ज्यादा घमंड है। अब हारने के लिए तैयार हो जाओ क्रोकोडाइल। ये सुनकर क्रोकोडाइल गुस्से में आ जाता है। निक रॉबिन, इसमें इतनी हंसने वाली क्या बात है? क्रोकोडाइल, मुझे मेरे असली नाम से मत पुकारो, ठीक है? तुम इस बच्चे से लड़ो, तब तक मैं अलुबारना पैलेस जाती हूँ। ये लड़की बहुत अजीब है। क्रोकोडाइल अपनी जेब में से एक घड़ी निकालता है और लूफी के पास फेंक देता है। तुम्हारे पास बस 3 मिनट है, अगर मुझे हरा सकते हो तो हरा लो। ये सुनकर लूफी बहुत गुस्से में आ जाता है। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? गम गम पिस्टल। लूफी इस पर हमला करता है, लेकिन क्रोकोडाइल को कुछ भी नहीं होता और मौका देखते ही क्रोकोडाइल लूफी पर हमला कर देता है, पर लूफी इसके अटैक से बच जाता है। लूफी क्रोकोडाइल के ऊपर एक लात मारता है, लेकिन इसका शरीर मिट्टी से बना हुआ है, बिल्कुल नारुतो में गारा की तरह, और इसका शरीर वापस से जुड़ जाता है। तुम तो मुझे सपने में भी नहीं हरा सकते बच्चे। अपनी बकवास बंद करो। गम गम कैटलिंग। लूफी बहुत सारे मुक्के चलाता है क्रोकोडाइल के ऊपर, लेकिन क्रोकोडाइल का बाल भी बाका नहीं होता है। सुनो स्ट्रॉइड वाले, इनका मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। लूफी भागते हुए क्रोकोडाइल के पास आता है और अपना बजूका अटैक करता है, जिसकी वजह से क्रोकोडाइल के पेट के अंदर एक बहुत बड़ा छेद हो जाता है। लूफी अपनी टांग को हवा में उठाता है और डायरेक्ट हमला कर देता है क्रोकोडाइल के ऊपर, और इससे क्रोकोडाइल पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाता है। हाँ भी, क्या हुआ? अब हार गया ना? इसी अटैक का यूज करके मैंने आर्लोंग को हराया था, लेकिन तभी लूफी देखता है कि क्रोकोडाइल को कुछ भी नहीं हुआ है और इसके पीछे खड़ा हुआ है। लूफी इसके मुंह पर एक मुक्का मार देता है, लेकिन इससे भी क्रोकोडाइल को कुछ नहीं होता। तुम्हारा समय पूरा होने वाला है, चलो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली लड़ाई किसे कहते हैं। क्रोकोडाइल लूफी पर हमला करता है, लेकिन लूफी इसके अटैक से बच जाता है और उस अटैक की वजह से धरती बीच में से फट जाती है। इसे कहते हैं ताकत। डेविल फ्रूट तो कोई भी खा लेता है, लेकिन इसकी पावर का इस्तेमाल करना हर किसी के बस की बात नहीं। जरा अपने नीचे तो देखो। और लूफी देखता है कि इसके हमले की वजह से जमीन में एक बहुत बड़ा गड्ढा हो चुका है और सारी मिट्टी इस गड्ढे के अंदर जाने लगती है और लूफी इस रेत के अंदर धंसने लगता है। ये तो मुझे अपने अंदर खींच रहा है। गम गम बजूका। लूफी जमीन पर एक अटैक करके हवा में उछल जाता है और उछलते हुए क्रोकोडाइल पर हमला करता है, लेकिन इस बार लूफी को अपने हाथ पर कुछ महसूस होता है और जमीन पर गिर जाता है। मेरी बाजू। और हम देखते हैं कि क्रोकोडाइल ने लूफी के हाथ को पूरी तरह से सुखा दिया है। लूफी अपनी पानी की बोतल के पास जाता है और पानी पीते ही इसका हाथ वापस से पहले जैसा हो जाता है। क्या तुम बस यही कर सकते हो क्रोकोडाइल? ये पानी मुझे यूबा शहर के उसी बूढ़े आदमी ने दिया था, इसी की वजह से मैं बच चुका हूँ। लूफी क्रोकोडाइल पर एक अजीब सा हमला करता है और इसके सर को निगल जाता है। ये अटैक मैंने वापुल से सीखा था। क्रोकोडाइल इसके मुंह से बाहर निकलता है और कहता है, मजाक करना बंद करो, बस बहुत हो चुका तुम्हारा समय खत्म हो चुका है, अब मुझे लड़ाई को खत्म करना होगा। क्रोकोडाइल अपने हाथों से एक तूफान बनाता है और देखते ही देखते ये तूफान बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। मिट्टी मेरी आंखों में जा रही है। इधर रेनबे सिटी के अंदर से भी ये तूफान दिखना शुरू हो जाता है। ये क्या चीज है? कैप्टन स्मोकर को ये बताना होगा। स्मोकर भी ये देख रहा होता है और समझ जाता है कि क्रोकोडाइल कर रहा है, और इधर लूफी का क्रू भी इस तूफान को देख रहा होता है और विवी समझ जाती है कि ये सब कुछ क्रोकोडाइल कर रहा है। इधर क्रोकोडाइल कहता है, ये तूफान यूबा शहर जा रहा है, यूबा शहर को पूरी तरह से तबाह कर देगा और वो बूढ़ा आदमी भी मर जाएगा। अगर हिम्मत है तो मुझसे लड़ो। उस बूढ़े आदमी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लूफी उस तूफान को रोकने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं है। एक इंसान एक तूफान को कैसे हरा सकता है? इसका कोई फायदा नहीं है, इस तूफान को तो मैं खुद भी नहीं रोक सकता। इसके लिए तुम बहुत पछताने वाले हो क्रोकोडाइल। ये आज तक का सबसे बड़ा वाला तूफान है यूबा शहर की तरफ, और यूबा शहर को पूरी तरह से चकनाचूर कर देगा। जरा सोच के देखो, उस शहर में उस बूढ़े आदमी की हड्डियां तक नहीं मिलेंगी। लूफी गुस्से में क्रोकोडाइल का गला पकड़ लेता है। ये सब करना बंद करो। तभी लूफी को कुछ महसूस होता है और लूफी बहुत हैरानी से क्रोकोडाइल को देखने लगता है। तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ? हाँ, और हम देखते हैं कि क्रोकोडाइल ने अपना हुक लूफी के पेट के अंदर घुसा दिया है और लूफी को हवा में उठा लेता है। तुम्हारी ताकत और मेरी ताकत में बहुत अंतर है बच्चे, तुम्हें ग्रैंड लैंड में कभी आना ही नहीं चाहिए था। मैं एक वॉरलॉर्ड हूँ। और इस अटैक की वजह से लूफी बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और इसके पेट से खून निकलना शुरू हो जाता है। इस तरफ
तरफ यूबा शहर के अंदर इस बूढ़े आदमी को गड्ढा खोदते हुए बहुत सारा पानी मिल जाता है। मैं जानता था मुझे यहाँ से एक दिन पानी जरूर मिलेगा। मैंने सारा बचा खुचा पानी उस छोटे बच्चे को दे दिया था। पता नहीं इस वक्त वो किस हालत में होगा। इस तरफ लूफी क्रोकोडाइल से हार चुका है। मेरा भेजा हुआ तूफान अब तक यूबा शहर पहुंच गया होगा और वो बूढ़ा आदमी मरने वाला है। लूफी क्रोकोडाइल का हाथ पकड़ लेता है। अच्छा तो तुम अभी भी जिंदा हो? हाँ। और क्रोकोडाइल लूफी को वापस से उस गड्ढे के अंदर फेंक देता है। लूफी फिसलते हुए बेजान हालत में उस गड्ढे के अंदर जाकर गिर जाता है। लूफी को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। हाँ, मुझे दर्द हो रहा है। इधर ही पड़े रहो, तुम्हारी लाश मिट्टी में दब जाएगी। मुझे बाहर निकालो क्रोकोडाइल। लेकिन क्रोकोडाइल यहाँ से चला जाता है और देखते ही देखते लूफी इस गड्ढे के अंदर दब जाता है। इधर यूबा शहर की तरफ ये बूढ़ा आदमी देखता है कि एक तूफान इसकी तरफ आ रहा है और इस तरफ लूफी का क्रू अलुबारना पैलेस की तरफ जा रहा है। जोरो उस ऊंट को अपनी तलवार के ऊपर बिठाता है और एक्सरसाइज करना शुरू कर देता है। जोरो भैया जी, यहाँ पे एक्सरसाइज करना जरूरी है क्या? चुप करा तुम। नामी, जोरो को अकेला छोड़ दो। लगता है इसे डर लग रहा है। क्या कहना चाहता है सांझी? हाँ, तुझे डर है कि लूफी क्रोकोडाइल से हार जाएगा और हमें ही उसे हराना होगा, इसलिए तू एक्सरसाइज कर रहा है जोरो। ये सुनकर नामी और जोरो के एक एक पंच पड़ जाता है सर के ऊपर। ये वक्त ये सब बातें करने का नहीं है। अरे यार तुम चिंता मत करो, लूफी को कुछ नहीं होगा। उसने मुझसे वादा किया था कि वो अलुबारना पैलेस पहुंच जाएगा। इधर स्मोकर ताशिगी से कहता है, ताशिगी, सारे नेवी वालों को लेकर अलुबारना पैलेस चले जाओ। रेबल आर्मी और रॉयल आर्मी के बीच में एक लड़ाई होने वाली है और वो स्ट्रॉ हेड वाला लूफी भी उतर ही है। पर आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे कुछ काम है इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वहाँ रेबल आर्मी और रॉयल आर्मी आपस में लड़ने वाले हैं, तो इसका फैसला तुम्हें ही करना होगा कि तुम्हें किसका साथ देना है। पर तुम्हें हमेशा इंसाफ का साथ देना होगा ताशिगी। और स्मोकर के जाने के बाद ताशिगी अपने सभी नेवी ऑफिसर से कहती है, तो हम अब सभी लोग अलुबारना पैलेस जा रहे हैं। वो स्ट्रॉ हेड भी उधर ही गया है और वहाँ पर जाकर हम उसे पकड़ लेंगे। इधर लूफी के क्रू के अंदर उसॉप अचानक से बहुत ज्यादा डर जाता है। अरे भाई क्या हो गया तेरे को? उसॉप मैप खोलता है और बताता है, अरे यार हमारे रास्ते में एक नदी आने वाली है, इसे कैसे पार करेंगे? ये रेगिस्तान वाला केकड़ा है, ये पानी के अंदर नहीं तैर सकता। और तभी ये नदी इनके सामने आ जाती है। मेरे पास एक आइडिया है इसे पार करने का। ये केकड़ा इसी ऊंट का दोस्त है और ये भी बहुत ज्यादा ठरकी है। और चॉपर अपने प्लान के अकॉर्डिंग नामी की जैकेट को उतार देता है और ये देखकर ये दोनों ठरकी ऊंट और ये सांजी इसकी तारीफ करने लगते हैं। और ये केकड़ा भी नामी को इस ड्रेस में दिखता है और इसकी रफ्तार अचानक से बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। इसकी स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि ये पानी के ऊपर चलने लगता है। अरे ये तो कमाल हो गया, हमने आधी नदी को पार कर लिया है, वो जमीन हमारे सामने ही है। लेकिन तभी ये केकड़ा डूब जाता है। किसी काम का नहीं है ये केकड़ा। कोई बात नहीं, हमने आधी नदी को पार कर लिया है दोस्तों। अब इसके बाद हम खुद चले जाएंगे। थैंक यू पिंसर्स, आपका शुक्रिया। ये सभी लोग इस केकड़े को छोड़कर यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी इनके सामने एक बहुत बड़ी मछली आ जाती है। वीवी चिल्लाकर इन सभी को बताती है, ये मछली इंसानों को खाती है। और ये सभी लोग अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पानी के नीचे बहुत सारे टर्टल्स आ जाते हैं और इस मछली को पीट देते हैं। ये सारे टर्टल्स इस मछली को हरा देते हैं और इन सभी को नदी पार करवा देते हैं। और लूफी का क्रू इनका शुक्रिया अदा करता है। हमने नदी को पार कर लिया है, पर हम अलुबारना पैलेस कैसे जाएंगे? अब तो हमारे पास वो केकड़ा भी नहीं है और अगर पैदल जाएंगे तो बहुत देर हो जाएगी और हमसे पहले रेबल आर्मी वहाँ पर पहुँच जाएगी। लेकिन तभी नामी देखते हैं कि उसके सामने से कुछ आ रहा है और ये कोई और नहीं बल्कि कारू और उसके परिवार वाले हैं। कारू अपने फैमिली मेंबर्स को लेकर यहाँ पर आ जाती है ताकि इन सभी को अलुबारना पैलेस लेकर जा सके। इधर रेनबेस सिटी के बाहर उस गड्ढे के अंदर लूफी फंसा हुआ है। लूफी का पूरा शरीर इस मिट्टी के अंदर है, बस इसका चेहरा ही बाहर है। सच में क्रोकोडाइल ने मुझे हरा दिया, वो सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है। लूफी बाहर निकलने की कोशिश करता है पर वो मिट्टी इसके चेहरे पर भी आने लगती है और धीरे धीरे करके लूफी उस मिट्टी के अंदर दफन हो जाता है। इसके बाद हम ऑल संडे को देखते हैं जो कि यहाँ पर आ जाती है और अपने डेविल फ्रूट की ताकत का यूज करके लूफी को बाहर निकालती है। लूफी बाहर आता है और जोर जोर से सांसें लेना शुरू कर देता है। लूफी मिस ऑल संडे को देखता है। मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मिस ऑल संडे लूफी को देखती है। शायद तुम जानते नहीं, क्रोकोडाइल बहुत ज्यादा ताकतवर है। और मिस ऑल संडे लूफी को इसकी हैट दे देती है और तभी पैल भी यहाँ पर आ जाता है। ये बंदा मरा नहीं है भाई। जब पहले ऑल संडे और पैल की लड़ाई हुई थी तो उसमें पैल की मौत नहीं हुई है। ये बंदा अभी भी जिंदा है और मिस ऑल संडे से कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुमसे लड़ाई नहीं करना चाहती, बस इस बच्चे की जान बचा लेना। इसी बच्चे ने तुम्हारी राजकुमारी को यहाँ तक पहुँचाया है और इसने क्रोकोडाइल से फाइट भी की ताकि राजकुमारी को बचा सके। और तुम चिंता मत करो, राजकुमारी बिल्कुल सही सलामत है। और मिस ऑल संडे यहाँ से चली जाती है। अरे यार मैं उसे नहीं हरा पाया। पैल देखता है कि लूफी ने इसका हाथ पकड़ लिया है। मुझे मीट खाना है, मुझे बहुत भूख लग रही है। इधर रेबल आर्मी अलुबारना पैलेस की तरफ जा रही है। हम सभी कल तक पहुंच जाएंगे वहाँ पर, उसके बाद मैं उस राजा को छोड़ूंगा नहीं। इधर अलुबारना पैलेस के अंदर सभी सैनिकों ने तैयारी करनी शुरू कर दी है कल की जंग के लिए। अपने सारे कैनन बॉल्स और सारे हथियार बाहर निकाल लिए हैं और चाका अपने सभी सैनिकों से कहता है, जितने भी शहर वाले हैं उन सभी को कह दो शहर छोड़कर चले जाएं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी की भी जान जाए। पर चाका के ऑर्डर पर जितने भी अलुबारना पैलेस के लोग हैं ये सभी अलुबारना पैलेस को छोड़कर जाने लगते हैं। हमें यहाँ से निकलना होगा, कल यहाँ पर लड़ाई होने वाली है। और इधर अलुबारना के अंदर बारक वर्क्स के एजेंट्स ने असली वाले राजा को पकड़ कर रखा हुआ है और राजा अपने मन में सोचता है, और सब कुछ चाका और पैल के हाथ में है, वही एलोमास्टा को बचा सकते हैं। इधर लूफी का क्रू अलुबारना पैलेस की तरफ बढ़ रहा है सभी बतकों के ऊपर बैठकर। और ताशिगी और सभी नेवी वाले भी अलुबारना पैलेस आ रहे हैं। और इस तरफ अलुबास्ता के नानोआना शहर में हम एक आदमी को देखते हैं। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि पोई पोई है, यानी कि ईगराम। लेकिन जैसा कि हमने पहले देखा था ये बंदा मर चुका है। मिस ऑल संडे ने ईगराम को मार दिया था, पर जैसा कि आप देख सकते हैं ये बंदा अभी जिंदा है और कहता है, आखिरकार मैं यहाँ पर पहुँच ही गया। इधर पहले लूफी की मीट वाली बात सुनकर हैरान रह जाता है। ये बच्चा कितना ज्यादा घायल है फिर भी मीट मांग रहा है। मैं तो उस लड़की से ही हार गया था, तो ये बच्चा क्रोकोडाइल को कैसे हरा था? तभी लूफी इसका हाथ पकड़ लेता है। क्रोकोडाइल ने जो भी किया उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। और लूफी
की ये बात सुनकर पेल हैरान रह जाता है। अब थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है और कोजा रेबिलियन आर्मी से कहता है बस 30 मिनट से भी कम समय में हम अलुबारना पहुंच जाएंगे। और इधर अलुबारना के अंदर चाका भी अपने सभी सैनिकों के साथ तैयार है रेबल आर्मी का सामना करने के लिए। और इधर बारक वर्क्स के मेंबर्स भी खड़े हुए हैं रास्ते में। ये सभी अलुबारना के स्टार्टिंग पोजीशन पर खड़े हैं ताकि राजकुमारी को मार सके। हमें सिर्फ राजकुमारी को मारना है और किसी को नहीं। रेबल आर्मी सिर्फ राजकुमारी के कहने से रुक सकती है। और ये सभी लोग देखते हैं कि 6 लोग इनकी तरफ आ रहे हैं और समझ जाते हैं कि लूफी का क्रू यहाँ पर पहुंच चुका है। लेकिन इन्हें समझ में नहीं आता कि राजकुमारी वीवी इनमें से कौन है, क्योंकि इन सभी ने अपना चेहरा छुपा रखा होता है। और तभी मिस्टर 1 एक ऑर्डर देता है, इन सभी को मार दो। और मिस्टर 4 एक अजीब सी तोप बाहर निकालता है और इन सभी के ऊपर चला देता है। सभी लोग बिखर जाओ। ये सभी लोग बिखर जाते हैं और उस अटैक से बच जाते हैं। उस अपना आग वाला अटैक यूज करता है, स्पेशल अटैक 5 स्टार। लेकिन मिस्टर 1 अपने हाथ से ही उस अटैक को रोक देता है और सभी लोग 2-2 के ग्रुप्स में बंटकर यहाँ से भाग चुके हैं। ये सारे अलग अलग रास्ते से घुसने वाले हैं अलुबारना पैलेस के अंदर। इनमें से 2 लोग मेन गेट से घुसते हैं और 2 लोग पीछे के रास्ते से। और ये सभी बारक वर्क्स के एजेंट्स भी आपस में बंट जाते हैं और ये सभी लोग भी 2-2 के ग्रुप्स में बंटकर इनका पीछा करने लगते हैं। और तब ये सभी क्रू मेंबर्स भागते भागते रुक जाते हैं और ये सभी लोग अपना कपड़ा हटा देते हैं और अपना अपना चेहरा दिखाते हैं इन बारक वर्क्स के एजेंट्स को। यहाँ पर ये सभी लोग होते हैं एक्सेप्ट वीवी। वीवी यहाँ पर नहीं होती है, उसकी जगह पर ये टर्की ऊंट यहाँ पर आ जाता है। मिस्टर 2 देखता है कि ये जिसका पीछा कर रहा था ये तो एक ऊंट और उसॉप है। और इधर मिस्टर 1 और डबल फिंगर देखती है कि यहाँ पर जोरो और नामी है। और मिस्टर 4 और मैरी क्रिसमस भी देखती हैं कि यहाँ पर सांजी और चॉपर है। राजकुमारी वीवी यहाँ पर नहीं है। और इधर हम वीवी को देखते हैं जो कि इन सभी के साथ नहीं आई है। वीवी इन सभी से दूर खड़ी है और इंतजार कर रही है रेबल आर्मी के आने का। और वीवी रेबल आर्मी के रास्ते में आकर खड़ी हो जाती है और तभी रेबल आर्मी आ जाती है। ये बहुत गुस्से में चिल्लाते हुए अलुबारना पैलेस की तरफ बढ़ रही होती है। कोजा रेबल आर्मी से चिल्लाकर कहता है, अपने गुस्से को ठंडा मत होने देना। इनकी रफ्तार बहुत ज्यादा तेज होती है। इन्हें कैसे रोकूं? वीवी अपने दोनों हाथ हवा में उठा लेती है, रुक जाओ, लेकिन इन सब का कोई भी फायदा नहीं होता है। वीवी की आवाज रेबल आर्मी तक नहीं पहुंचती। प्लीज मेरी बात सुनो। लेकिन किसी को भी वीवी की आवाज सुनाई नहीं देती है। और तभी कोजा की नजर वीवी पर पड़ जाती है। ये देखकर हैरान रह जाता है और राजकुमारी वीवी को जैसे ही देखता है तो उसके सामने सब कुछ धुंधला हो जाता है। पर रेबल आर्मी इससे भी नहीं रुकती है और धुएं के अंदर ही आगे बढ़ती रहती है। ये देखकर राजकुमारी वीवी बहुत ज्यादा डर जाती है। ये क्या, इतना धुआं कैसे हो गया? पक्का ये हमला रॉयल आर्मी ने किया है। और ये हमला अलुबारना पैलेस में किसी सैनिक ने किया है। चाका इन सभी पर गुस्सा करता है। बेवकूफ, मैंने अभी तुम्हें ऑर्डर नहीं दिया था हमला करने का। माफ करना बॉस, गलती से मेरा हाथ फिसल गया था, सॉरी। और हम देखते हैं कि इसके हाथ पर बारक वर्क्स का टैटू बना होता है, जिसका मतलब है कि रॉयल आर्मी के अंदर बारक वर्क्स के मेंबर्स मिले हुए हैं। और इधर धुएं के अंदर वीवी अभी भी इन सभी को रोकने की कोशिश कर रही है। और कोजा को लगता है कि ये शायद उसका वहम होगा कि उसने अभी वीवी को देखा। और कोजा राजकुमारी के बिल्कुल बगल में से निकल जाता है और राजकुमारी को नहीं देख पाता। तभी रेबल आर्मी आती है और राजकुमारी को कुचल कर चली जाती है। डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और चाका देखता है कि रेबल आर्मी इनकी तरफ ही आ रही है। यही हमारा मौका है, तोप चला दो। और रॉयल आर्मी रेबिलियन आर्मी के ऊपर तोप चला देती है। बहुत सारे सैनिकों पर ये तोप लग जाती है और ऑन द स्पॉट ही मर जाते हैं। और बची कुछ रेबल आर्मी अलुबारना पैलेस के अंदर घुस जाती है और इन दोनों के बीच में एक जंग शुरू हो जाती है। और इधर कारू ने राजकुमारी को ढक लिया था ताकि रेबल आर्मी इससे कुचल ना पाए। राजकुमारी सही सलामत बच जाती है, लेकिन कारू की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। कारू, तुमने मुझे कवर किया, अब हम नहीं हार सकते। हमारे सारे दोस्त बहुत मेहनत कर रहे हैं, मुझे रेबल आर्मी को रोकना ही होगा। तभी उसप यहाँ पर आ जाता है। वीवी जल्दी से इस घोड़े पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें रेबल आर्मी के पास लेकर चलता हूँ। पर कारू को कैसे लेकर चलेंगे? इसको यहीं पर छोड़ दो। ये सुनकर वीवी को यकीन नहीं होता कि उसप ऐसी बात कर सकता है, क्योंकि कारू और उसप बहुत अच्छे दोस्त हैं। उस सब कारू के लिए कभी ऐसा नहीं कह सकता। तुम मुझे अपनी पहचान दिखाओ कि तुम असली हो। उसप अपने हाथ पर बनी उस पट्टी को दिखाता है, ये देखो मैं बिल्कुल असली हूँ। और ये देखकर राजकुमारी समझ जाती है कि उसप नकली है, क्योंकि जोरो ने कहा था कि उनकी असली पहचान इस पट्टी के अंदर है, ना कि ये पट्टी। हमारी असली पहचान इस पट्टी के अंदर है। अगर किसी को भी शक हो और अगर बोले कि पहचान दिखाओ और अगर सामने से वो इंसान पट्टी दिखा दे तो समझ जाना कि वो इंसान नकली है, क्योंकि हमें अपनी पट्टी नहीं इसके अंदर बनाई क्रॉस दिखाना होगा। और उसप हंसने लग जाता है। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं असली नहीं हूँ? और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि मिस्टर 2 है। राजकुमारी जी, अब आपको मुझसे कोई नहीं बचा सकता। और इस तरफ हम असली वाले उसप को देखते हैं। मिस्टर 2 इसे पीट कर भाग चुका है। उसने मेरा चेहरा बना लिया है सांजी, और राजकुमारी वीवी की तरफ जा चुका है। क्या तो मतलब कि वीवी अभी खतरे में है, मुझे उनकी जान बचानी होगी। उसप, मैं वीवी के पास जाता हूँ, तुम चॉपर के पास जाओ। चॉपर भी अभी अकेला है, वो अकेला मिस्टर 4 से फाइट कर रहा है। और ऐसा बोलकर सांजी वीवी की तरफ आगे बढ़ने लगता है उसकी हेल्प करने के लिए। लेकिन तभी इसके सामने बारक वर्क्स के कुछ गुंडे आ जाते हैं। ये सभी सांजी पर हमला करना शुरू कर देते हैं, लेकिन सांजी इन सभी को एक ही लात में हरा कर यहाँ से भाग जाता है। मेरे पास तुमसे लड़ने का समय नहीं, मुझे वीवी को बचाना होगा। और इस तरफ चॉपर अकेला लड़ रहा होता है मिस्टर 4 और मैरी क्रिसमस से। मिस मैरी क्रिसमस ने जमीन में बहुत सारे गड्ढे बना दिए हैं और उन गड्ढों के अंदर से मिस्टर 4 बाहर निकल रहा होता है। ये मोटा बाहर निकलता है अपने हाथ में एक अजीब सा बैट लेकर, और इसी बैट से ये चॉपर पर हमला करने वाला है। और इधर मिस्टर 2 वीवी पर हमला कर रहा होता है। मैं तुम्हें इधर ही मार दूंगा ताकि तुम रेबल आर्मी को सच ना बता पाओ। और कारो बगल में घायल पड़ी है और ये सारी बातें सुन रही है। कारो खड़ी हो जाती है, वीवी को अपने ऊपर बिठाती है और अलुबारना की तरफ वीवी को लेकर जाने लगती है। तुम लोग मुझसे नहीं बच सकते। और मिस्टर 2 इन दोनों का पीछा करने लगता है। कारो की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। कारो चलने तक की हालत में नहीं होती है, लेकिन फिर भी वीवी को अपनी पीठ के ऊपर लाद कर अलुबारना पैलेस
ऑफिस की तरफ लेकर जा रही होती है। कारू सीढ़ियों की तरफ आगे बढ़ने लगती है। कारू, मिस्टर टू सीढ़ियों पर हमारा पीछा कर सकता है। ये सुनकर कारू अपना रास्ता बदल लेती है और चट्टान की तरफ भागने लगती है। तुम चट्टान के ऊपर से कैसे जाओगी? कारू चट्टान के ऊपर आगे बढ़ती है, अपने नाखूनों को चट्टान के अंदर गड़ा लेती है और कारू तेजी से चट्टान के ऊपर आगे बढ़ने लगती है। मिस्टर टू नीचे से सब कुछ देख रहा होता है। ये क्या हो रहा है? ये बतख चट्टान पर कैसे चढ़ रही है? हाँ? कारू, तुमने तो कमाल कर दिया। कारू चट्टान को बस पार करने ही वाली होती है कि तभी इसकी ग्रिप छूटने लगती है और कारू नीचे गिरने लगती है। मिस्टर टू ये देखकर हंसने लगता है। इससे कुछ फायदा नहीं, बतखें उड़ नहीं सकती। कारू अपने पंख फड़फड़ा रही होती है और इसे अपने दोस्तों की याद आती है कि कैसे ये सभी लोग हार नहीं मानते। कारू हिम्मत करती है और थोड़ा सा धक्का लगाकर उस चट्टान को पकड़ लेती है। ये देखकर मिस्टर टू हैरान रह जाता है। क्या ये इसने कैसे किया? कारू, तुमने तो कमाल ही कर दिया। मिस्टर टू हमारे पीछे नहीं आ सका। लेकिन तब ये मिस्टर टू चट्टान के ऊपर भी चढ़ने लगता है। ये देखकर ये दोनों हैरान रह जाते हैं। मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, समझे? कारू पूरी तरह से ऊपर चढ़ जाती है और विवी एलुबार्ना पैलेस पहुंच जाती है। पर देखते हैं कि यहाँ पर ऑलरेडी फाइट शुरू हो चुकी है। दोनों आर्मीज आपस में फाइट कर रही हैं। ये देखकर विवी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। मुझे ये रोकना होगा। कारू, क्या तुम तैयार हो? मुझे चाका के पास लेकर जाओ। कारू भागने लगती है लेकिन तभी मिस्टर टू पीछे से आ जाता है। लेकिन फिर भी कारू रुकती नहीं है और तभी कारू के ऊपर कोई गोली चला देता है ये किसने किया? और कारू नीचे गिरने लगती है। लेकिन कारू खुद को संभालती है, उठती है और आगे बढ़ने लगती है। इसके पैरों से खून आ रहा होता है क्योंकि इसकी गोली लगी है। कारू थोड़ी देर तक भागती है लेकिन थोड़ी आगे जाकर गिर जाती है और विवी भी नीचे जमीन पर गिर जाती है। कारू, क्या तुम ठीक हो? कारू नीचे गिर जाती है जमीन पर और इसे कारू के साथ बिताए हुए अपने बचपन के दिन याद आने लगते हैं। कारू राजकुमारी विवी को यहाँ से भागने के लिए कहती है क्योंकि मिस्टर टू पीछे से आ रहा है। कारू की इस हालत को देखकर विवी रोने लगती है और कारू भी रोते रोते कह रही होती है यहाँ से भाग जाओ। मिस्टर टू यहाँ पर पहुँच जाता है और कहता है अब तुम नहीं बच पाओगे। और तभी कारू हेल्प के लिए चिल्लाती है और तभी इसके परिवार वाले यहाँ पर आ जाते हैं और मिस्टर टू पर हमला कर देते हैं और मिस्टर टू दूर जाकर गिरता है और तभी सांजी भी यहाँ पर पहुँच जाता है। तुमने बहुत अच्छा काम किया कारू, अब सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। कारू के फैमिली मेंबर्स इसे उठाकर ले जाते हैं इसका इलाज करने के लिए और विवी भी यहाँ से भाग जाती है। मिस्टर टू सांजी पर बहुत गुस्सा करता है। तुम्हारी वजह से वो भाग गई। अगर तुझ में हिम्मत है तो मुझसे लड़। और इन दोनों के बीच में एक खतरनाक लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। लगता है तू उन स्ट्रॉ हेड्स वालों के साथ है। हाँ, मेरा नाम सांजी है और मैं समुद्र का सबसे बेहतरीन कुक हूँ। अगर तू एक कुक है तो उस स्ट्रॉ हेड वाले का साथ क्यों दे रहा है? हाँ, तुझे तो सिर्फ खाना बनाना होता है। मैं कुक के साथ एक पायरेट भी हूँ। इधर जोरो और नामी मिस्टर वन और डबल फिंगर के सामने खड़े हैं। जोरो, इन दोनों की चटनी बना दो। चुप हो जाओ और जाकर कहीं पर छुप जाओ। जोरो अपनी तलवार निकाल लेता है लेकिन मिस्टर वन और डबल फिंगर जोरो को इग्नोर करके आगे बढ़ने लगते हैं। कहाँ जा रहे हो? हमारा एक रूल है, हम सबसे पहले कमजोरों पर हमला करते हैं, उसके बाद ताकतवर से निपटते हैं। अरे यार, मुझे लड़ना नहीं आता, जोरों से फाइट कर लो। अरे भाई। और नामी अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगती है और इस तरफ उसॉप सांजी के कहने पर चॉपर के पास आ जाता है और देखता है कि चॉपर घायल पड़ा है। चॉपर, क्या तुम ठीक हो? उसॉप को यहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता है। मिस मैरी क्रिसमस और वो बंदा मेरे पीछे पड़ा हुआ है, वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। अरे तुम क्या बात कर रहे हो? यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। लेकिन तभी चॉपर उसॉप को वही गड्ढे दिखाता है और तभी एक और गड्ढा बनने लगता है। ये क्या है? ये गड्ढा अपने आप कैसे बन रहा है? नहीं, मैरी क्रिसमस के पास एक गड्ढा करने वाला डेविल फ्रूट है और वो एक मोल वुमन है और वो एक मोल की तरह जमीन में गड्ढा कर जा सकती है कहीं भी। और तभी मिस्टर फोर एक बॉल मारता है चॉपर की तरफ और चॉपर और उसॉप के साइड में एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। ये दोनों उस धमाके से बच जाते हैं। इस मैरी क्रिसमस और मिस्टर फोर आपस में मिलकर काम करते हैं। मैरी क्रिसमस गड्ढे बनाती है और मिस्टर फोर उन गड्ढों में छुपा रहता है और वक्त आने पर हमारे ऊपर एक बॉल फेंक देता है। और तभी इनके सामने एक डॉगी आ जाता है। उसे देखकर ये दोनों डर जाते हैं। ये कुत्ता चीखता है और इसके मुंह से एक बॉल निकलती है। चॉपर और उसॉप यहाँ से भाग जाते हैं और इस हमले से बच जाते हैं। लेकिन तभी मिस्टर फोर एक बेसबॉल बैट का यूज करके इस बॉल को मारता है और ये बॉल सीधा उसॉप पर जाकर फट जाती है। चॉपर देखता है कि ये बॉल उसॉप के लग चुकी है। उसॉप, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। बॉल मेरे साइड में फटी है। अगर मेरे ऊपर फटती तो मैं मर जाता। चॉपर, ये बॉल बिल्कुल एक टाइम बॉम्ब की तरह है, अगर हमारे ऊपर फटी तो हम मर जाएंगे। तभी मिस्टर फोर और मैरी क्रिसमस बाहर आ जाते हैं। अच्छा, तो यही है वो? हाँ। उसॉप इन दोनों को दिखता है और बेहोश होने की एक्टिंग करना शुरू कर देता है। साले, तू मुझे बचाने आया था, मैं अकेला इनका सामना कैसे करूँगा? तू एक मॉन्स्टर है और मैं एक इंसान, समझा? तो ये कर सकता है। तभी मिस्टर फोर अपने कुत्ते को अपने पास बुलाता है। अब इन्हें मारने का समय आ चुका है, चलो अटैक की तैयारी करते हैं। मैरी क्रिसमस एक अजीब सा फॉर्म ले लेती है और जमीन के अंदर गड्ढा करके उस गड्ढे के अंदर घुस जाती है। मेरे पास भी मेरा एक खास अटैक है। और उसॉप मैदान जंग छोड़कर यहाँ से भाग जाता है। साले उसॉप, भाग गया तू, गद्दारी कर बे। और तब ये डॉगी उसॉप पर हमला कर देता है अपनी बॉल का यूज करके। उसॉप, संभल कर। लेकिन उसॉप पीछे मुड़कर नहीं देखता और भागता रहता है और जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो वो देखता है कि ये बॉल इसके बहुत ज्यादा करीब आ चुकी है और इस पर फटने वाली है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। पर जैसे ही धुआं हटता है तो हम देखते हैं कि उसॉप यहाँ से गायब हो चुका है। चॉपर अपनी रेनडियर वाली फॉर्म में आकर उसॉप को बचा लेता है। लगता है इस रेनडियर ने उस बड़ी नाक वाले को बचा लिया। पक्का इसने भी कोई डेविल फ्रूट खाया होगा। चॉपर, मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मिस्टर फोर, चलो अब जल्दी से इन्हें खत्म कर देते हैं। और ये दोनों गड्ढे के अंदर कूद जाते हैं और मिस्टर फोर का वो डॉग एक साथ 3 बॉल से हमला करता है इन दोनों पर, लेकिन किसी तरह से उसके हमले से बच जाते हैं। मिस्टर फोर गड्ढे से बाहर आता है उन बॉल्स पर हमला करने के लिए, लेकिन चॉपर भी इन बॉल्स के साथ साथ मिस्टर फोर की तरफ ही आ रहा है। लेकिन तभी गड्ढे में से मैरी क्रिसमस बाहर आती है और चॉपर की टांग को पकड़ लेती है। जल्दी इस पर हमला करो मिस्टर फोर, मैंने इसे पकड़ रखा है। मिस्टर फोर बैट से उस बॉल पर हमला करता है, लेकिन चॉपर अपने साइज को छोटा कर लेता है और उस अटैक से बच जाता है। चॉपर मिस मैरी क्रिसमस से फाइट करता है। तुम बहुत घटिया किस्म से लड़ती हो। लेकिन चॉपर नोटिस करता है कि उसॉप यहाँ से गायब है और ये दोनों नमूने भी उसॉप को ढूंढ रहे हैं। और तभी उसॉप की आवाज आती है जो कि गड्ढे के अंदर छुपा होता है और कहता है, कहीं तुमने मुझे कमजोर तो नहीं समझ लिया? मैं तुम्हारी सोच
से भी ज्यादा ताकतवर हूँ। उसॉप गड्ढे से बाहर आता है और एक 5 टन के हथौड़े से मिस्टर 4 के सर के ऊपर हमला करता है और मिस्टर 4 एक ही बार में ढेर हो जाता है। मेरे 5 टन के हथौड़े से आज तक कोई नहीं बच पाया। चॉपर ये देख कर हैरान हो जाता है। ये क्या हो रहा है? ये 5 टन का हथौड़ा ये कैसे उठा पा रहा है? मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ। मेरे अंडर कम से कम 8000 लोग काम करते हैं। तुम सोच भी नहीं सकती मैं कितना ज्यादा ताकतवर हूँ। और लोग मुझे बुलाते हैं कैप्टन उसॉप। अरे भाई उसॉप तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैंने कभी सोचा नहीं था। हाँ चॉपर, बाद में तुझे अपना ऑटोग्राफ दे दूंगा मैं। तभी मिस्टर 4 जग जाता है और जैसे ही उसॉप की नजर इस पर जाती है तो बुरी तरह से डर जाता है। ये क्या हो रहा है? ये 5 टन का हथौड़ा खाने के बाद जिंदा कैसे है? और तभी वो डॉग उसॉप के हथौड़े के ऊपर हमला कर देता है और उसॉप का यह हथौड़ा फूट जाता है। लगता है यह थोड़ा तो नकली था। असल में ये हथौड़ा 2 किलो का था। मैंने ये दुश्मनों को उल्लू बनाने के लिए रखा था। ये सुनकर मैरी क्रिसमस गुस्से में आ जाती है। आखिर तूने हमें समझ क्या रखा है? हाँ, अब तू नहीं बचेगा। और जमीन के अंदर घुस जाती है उसॉप को मारने के लिए। अरे यार, यहाँ तो बहुत सारे छेद हैं। वो किसमें से बाहर आएगी? तभी मिस मैरी क्रिसमस उसॉप के पीछे वाले गड्ढे में से बाहर निकलती है और उसॉप के ऊपर हमला कर देती है। और वो डॉग भी चॉपर पर बहुत सारी बॉल से हमला कर देता है। कम से कम 100 बॉल से हमला होता है। मैं इसे कैसे बचूंगा? और इस तरफ वीवी भागते हुए चाका के पास जा रही होती है ताकि लड़ाई को रुकवा सके। वीवी बुरी तरह से थक जाती है लेकिन फिर भी हार नहीं मानती। मुझे ये करना ही होगा। रेबल आर्मी और रॉयल आर्मी आपस में फाइट कर रहे होते हैं और रेबल आर्मी का एक सिपाही कोसा से कहता है, सर आपको चोट लगी है, आपको आराम करना चाहिए। हमें जल्दी से राजा के महल पर हमला करना होगा। पर सर उनके महल में तो चाका और पेल है, वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। इधर वीवी लड़ाई के मैदान में भाग रही है और चाका को ढूंढ रही है और राजमहल के सैनिक वीवी को देख लेते हैं। ये तो राजकुमारी है। जल्दी मुझे महल के अंदर लेकर जाओ, मुझे चाका और बेल से अभी मिलना है। अलुबारना पैलेस के अंदर वीवी चाका से कहती है, चाका, मेरा एक ऑर्डर है। प्रिंसेस वीवी आप यहाँ पर, हाँ बताइए। इस महल को अभी तोड़ दो। रेबल आर्मी इस महल को तोड़ना चाहती है, इसलिए हम खुद ही इस महल को तोड़ देंगे। इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी चीज अलाबास्ता के लोगों की जान बचाना है। रेबल आर्मी अलाबास्ता के ही लोग हैं, हमें उनकी जान बचानी होगी। हम उनका काम खुद ही आसान कर देंगे, वरना रेबल आर्मी के लोग मरते रहेंगे। चाका ये बात सुनकर बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि ये महल लगभग 4000 साल पुराना है। लेकिन चाका को राजा की एक बात याद आती है। सबसे ज्यादा जरूरी हमारे लिए अलाबास्ता के लोग हैं। और चाका वीवी का ऑर्डर मान लेता है। आपका हुक्म सर आंखों पर। अगर आप यही चाहते हैं तो हम ऐसा ही करेंगे। इस महल को तोड़ दो। ये सुनकर सभी सैनिक हैरान रह जाते हैं। क्या सच में ये महल तबाह होने वाला है? राजकुमारी ने खुद कहा है इस महल को तोड़ने के लिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं राजकुमारी के पास जा रहा हूँ उन्हें समझाने के लिए। अब इसके बाद वीवी और चाका महल की छत के ऊपर खड़े होते हैं और रॉयल आर्मी और रेबल आर्मी के बीच की लड़ाई को देख रहे हैं। ये लड़ाई एक ना एक दिन तो होनी ही थी। वीवी लूफी के बारे में सोच रही होती है कि कैसे वो लूफी को अकेले छोड़कर आ गई थी और इसे ऐसा लगता है कि लूफी ने अब तक क्रोकोडाइल को हरा दिया होगा। तभी एक सैनिक यहाँ पर आ जाता है। राजकुमारी वीवी, मैंने सुना है कि आपने ये ऑर्डर दिया है कि इस महल को गिराना है। हाँ, ये मेरा हुक्म है और ये बहुत जरूरी है इस लड़ाई को रोकने के लिए, समझे? और ये बात सुनकर ये दोनों सैनिक डर जाते हैं। राजमहल के कोने कोने में बम्स बिछा दिए जाते हैं ताकि इस महल को उड़ाया जा सके और सारे सैनिक हाथ में मशाल लिए खड़े हैं और राजकुमारी वीवी के ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। अलाबास्ता का सारा इतिहास इसी में है। क्या आप सच में इसे उड़ाना चाहती हैं? वीवी अपने मन में सोचती है कि इसका सारा बचपन और सारी यादें इसी महल के अंदर जुड़ी हुई हैं, पर अपने दिल पर पत्थर रख के इन सभी सैनिकों को कहती है, मैंने जो कह दिया वो कह दिया, जल्दी इस महल को उड़ा दो। और जैसे ही ये सभी सैनिक आग लगाने लगते हैं उन बॉम्ब्स में, तभी एक हवा का झोंका आ जाता है और ये सारी मशालें बुझ जाती हैं और तब ये तूफान एक बहुत खतरनाक रूप ले लेता है और इन सभी सैनिकों को हवा में उड़ा देता है। ये क्या चीज है? सारे सैनिक हवा में से नीचे गिरते हैं। वीवी इनके पास जाती है। तुम ठीक तो हो ना? वो आ चुका है राजकुमारी जी, अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। तभी चाका की नजर महल के ऊपर जाती है और देखता है कि क्रोकोडाइल ऊपर खड़ा हुआ है। देख रही हो निक्रोबिन, इनकी क्या हालत हो चुकी है। ये राजकुमारी अपना ही महल उड़ाने वाली है। वीवी क्रोकोडाइल को देखकर हक्की बक्की रह जाती है। ये यहाँ पर क्या कर रहा है? वीवी देखती है कि इसके फादर यानी कि अलाबास्ता के राजा क्रोकोडाइल के पास है। इस महल को क्यों उड़ाना चाहती हो तुम? जब अलाबास्ता खत्म हो जाएगा तो इस महल को मैं रखूंगा। लूफी कहाँ पे है? मैंने उसे मार दिया है। नहीं, तुम झूठ कह रहे हो, लूफी जिंदा है। वो स्ट्रॉ हेड वाला मर चुका है और अब तक तो उसकी लाश रेगिस्तान के अंदर दब चुकी होगी। लूफी तुम जैसों से नहीं हार सकता। वो मर चुका है और अब उसी की तरह तुम सबको भी मरना होगा। इधर अलाबास्ता के सभी सैनिकों को पता चल जाता है कि क्रोकोडाइल अलाबास्ता के महल की छत के ऊपर आ चुका है और राजकुमारी वीवी भी इस वक्त छत पे है, तो उसकी जान को भी खतरा है। और अब ये सभी सैनिक महल की छत के ऊपर जाने लगते हैं क्रोकोडाइल को हराने के लिए। लेकिन जैसे ही ये सभी सैनिक गेट पर पहुंचते हैं तो मिस ऑल संडे की बहुत सारे हाथ आते हैं और इन सभी सैनिकों को दूर फेंक देते हैं और अब इनमें से कोई भी महल की छत के ऊपर नहीं जा सकता और क्रोकोडाइल राजा को दीवार के ऊपर टांग देता है कुछ कीलों का यूज करके। वीवी ये देखकर बुरी तरह से डर जाती है। पापा! चिल्लाने की जरूरत नहीं है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। ये राजा जिंदा रहकर क्या करेगा? हाँ, इसे तो मरना ही होगा। मेरी बेटी वीवी, मुझे माफ कर देना। तुमने अपनी जान पर खेलकर मुझे ये बताया कि ये क्रोकोडाइल हमारा दुश्मन है, लेकिन मैं फिर भी कुछ नहीं कर पाया बेटी। चलो बहुत हो गई बातें, अब मुझे तुम्हें मारना होगा। तुम्हें मारने के बाद राजा मैं बनूंगा, पर राजा बनना मेरा असली मकसद नहीं है। मेरा असली मकसद कुछ और है, इसलिए तुम्हें मारने से पहले मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। क्रोकोडाइल
राजा के पास आता है। अब मुझे जल्दी से बताओ प्लूटोन कहाँ पर है? प्लूटोन का नाम सुनते ही कोबरा के होश उड़ जाते हैं। तुम उसे कैसे जानते हो? तो गाइस ये प्लूटोन क्या है इसके बारे में हमें अभी थोड़ी देर में पता चलने वाला है। पिताजी ये प्लूटोन क्या है? ये एक प्राचीन किस्म का हथियार है और ये इतना ज्यादा ताकतवर है कि अगर किसी आइलैंड पर इसे चलाया जाएगा तो वो टापू कुछ ही सेकंड्स में तबाह हो जाएगा। इस हथियार को कुछ लोग गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी कहते हैं। मैं जानता हूँ कि वो प्लूटोन अलाबास्ता में है। यकीन नहीं होता इतनी ताकतवर चीज हमारे अलाबास्ता में है। मुझे शुरू से प्लूटोन ही चाहिए था। ये सुनकर चाका भी हैरान हो जाता है और कहता है, आखिर तुम उसका करने के वाले हो? मेरा मकसद प्लूटोन को पाना ही था। जब मुझे वो मिल जाएगा तो मैं अलाबास्ता के अंदर खुद की एक फौज तैयार करूंगा और फिर मेरे पास इतनी ज्यादा ताकत होगी कि मैं सरकार को भी हरा पाऊंगा। सपने देखना छोड़ दो क्रोकोडाइल, तुम कभी भी सरकार को नहीं हरा सकते। मैं जानता हूँ मैं उसे नहीं हरा सकता, इसलिए तो मुझे प्लूटोन चाहिए। मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। मैं तो ये भी नहीं जानता कि वो असली में होता है या नहीं। इधर अलाबास्ता के सैनिक महल के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मिस ऑल संडे के हाथ इन्हें अंदर घुसने नहीं देते। क्रोकोडाइल कोबरा से कहता है, वैसे भी ठीक 4:30 बजे मैं यहाँ पर कुछ करने वाला हूँ। जहाँ रेबल आर्मी और रॉयल आर्मी अभी लड़ रहे हैं वहाँ पर तोप के गोले बरसाऊंगा। क्या तुम पागल हो चुके हो? तुम ऐसे नहीं कर सकते, हजारों मासूमों की जान चली जाएगी क्रोकोडाइल। मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, तुम भी तो उन्हें रोकना चाहती थी। हाँ तो राजा जी, अब मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछने वाला हूँ। पोनीग्लिफ कहाँ पर मिलेगा? पोनीग्लिफ का नाम सुनकर ये सभी लोग हैरान हो जाते हैं और ये क्या चीज है इसके बारे में भी हमें थोड़ी देर में पता चलने वाला है। और पोनीग्लिफ का नाम सुनकर राजा घबरा जाता है और क्रोकोडाइल को पोनीग्लिफ दिखाने के लिए मान जाता है। ये सब देखकर चाका को गुस्सा आ जाता है। बस बहुत हो चुका। और चाका को देखकर क्रोकोडाइल यहाँ से गायब हो जाता है और बाहर कुछ लोगों का ग्रुप अलाबास्ता के गेट की तरफ आगे बढ़ रहा है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि गेट पर मिस ऑल संडे के बहुत सारे हाथ लगे हुए हैं जो कि किसी को भी अंदर घुसने नहीं दे रहे। लेकिन जैसे ही ये ग्रुप गेट पर पहुंचता है तो ये सभी मिस ऑल संडे के हाथों पर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से मिस ऑल संडे के सारे हाथ अंदर चले जाते हैं और मिस ऑल संडे को इसकी वजह से बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। दरअसल ये काम इन 4 लोगों का है और ये 4 लोग और कोई नहीं बल्कि अलाबास्ता की एलीट फोर्स है जो कि राजा को बचाने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। राजा देखता है कि ये सभी लोग अंदर आ चुके हैं और इन सभी को यहाँ से जाने के लिए कहता है, यहाँ से चले जाओ, वो आदमी बहुत ज्यादा ताकतवर है। हम इस आदमी को मारने ही यहाँ पर आए हैं सर। हम इस कंट्री को बचा लेंगे। लाइट फोर्स अंदर घुस चुकी है, लगता है वो राजा की जान बचा लेंगे। ये महल के अंदर ये सभी लोग अपने हथियार लेकर खड़े हैं। क्रोकोडाइल इन सभी से कहता है, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से भाग जाओ। इलाइट फोर्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अचानक से इन सभी की मसल्स फूलने लगती हैं और इन सभी की बॉडी बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती है। ये देखकर चाका इन सभी से कहता है, ये नहीं हो सकता। क्या इन लोगों ने उसका इस्तेमाल तो नहीं किया? इन सभी की बॉडी फूलने लगती है और इन्हें बहुत ज्यादा दर्द भी होने लगता है। लगता है इन बेवकूफों ने उस खास तरह के पानी को पी लिया है। अगर कोई उस पानी को पी लेता है तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है, लेकिन सिर्फ कुछ ही देर के लिए, और उसे पीने के बाद कुछ देर बाद मर जाता है। ये सभी लोग कुछ ही देर में मरने वाले हैं। लगता है इन सभी ने क्रोकोडाइल को हराने के लिए उस पानी को पिया है। मैं मर जाऊंगा लेकिन अपनी कंट्री को बचा कर ही रहूंगा। इस आदमी की वजह से मेरे परिवार वाले मेरे से चल गए। हम लोग अपनी कंट्री को बचा कर ही मरेंगे। कितना बेवकूफी भरा काम किया तुम सभी ने। एलीट फोर्स क्रोकोडाइल पर हमला कर देती है, लेकिन क्रोकोडाइल आसानी से इनके हमले से बच जाता है। ऊपर महल के टॉप के ऊपर जाकर बैठ जाता है। मैं जानता हूँ तुम सभी मरने वाले हो, तो मैं अपनी कीमती ताकत तुम पर क्यों इस्तेमाल करूँ? हाँ? और ठीक ऐसा ही होता है। इलाइट फोर्स धीरे धीरे करके मरने लगती है और मरने से पहले सभी लोग चाका से कहते हैं, अब ये सभी कुछ आप पर है चाका जी। चाका को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और एक अजीब से जानवर में बदलने लगता है। चाका एक डॉग में बदल जाता है और भागता है क्रोकोडाइल की तरफ उसे मारने के लिए। लगता है तुमने भी उसी डेविल फ्रूट को खाया है। चाका बहुत ज्यादा रफ्तार से आता है और क्रोकोडाइल के पेट को काट देता है लगता है तुम्हें मरने से डर नहीं लगता है। और देखते ही देखते क्रोकोडाइल चाका को हरा देता है। ये तो काफी कमजोर था। और तभी महल के अंदर एक आदमी की एंट्री होती है और ये बंदा कोई और नहीं कोजा होता है। कोजा देखता है कि एलीट फोर्स मरी हुई है, राजा को दीवार के ऊपर टांग रखा है और क्रोकोडाइल ने चाका को मार दिया है। क्रोकोडाइल कोजा को देखता है। वीवी, आखिर ये सब हो क्या रहा है? कोसा, वो क्रोकोडाइल था जिसने ये सब कुछ किया। हाँ वो सब कुछ मैंने किया था। मैंने ही अलाबास्ता को बर्बाद किया है और अलाबास्ता की बारिश को चुराया। इसका मतलब राजा ने कुछ नहीं किया था। हम तो तुम्हें अलाबास्ता के हीरो समझते थे। कोसा, अपना समय वेस्ट मत करो। रेबल आर्मी और वो सभी लोग मरने वाले हैं। अभी 4:30 बजे ये क्रोकोडाइल रॉयल आर्मी पर हमला करने वाला है। ये तोप के गोले बरसाएगा। क्या ये सच है? हाँ अब जल्दी जाकर उन लोगों की जान बचाओ। और क्रोकोडाइल अपने हुक से इन सभी के सामने चाका को मार देता है, लेकिन कोजा समझ जाता है कि इसे रेबल आर्मी की जान बचानी होगी और यहाँ से जाने लगता है। रेबल आर्मी को समझाने के लिए विवी इसका पीछा करती है और इसे रोक देती है। वीवी, ये तुम क्या कर रही हो? मुझे लोगों की जान बचानी होगी। सिर्फ उन्हें रोकने से कुछ नहीं होगा, हमें रॉयल आर्मी को भी रोकना होगा। अगर हमने सिर्फ रेबल आर्मी को रोका तो रॉयल आर्मी रेबल आर्मी पर हमला कर देगी और इसका फायदा उठाते हुए क्रोकोडाइल तोप के गोले चला देगा उन सभी पर। मैं समझ गया वीवी, हमें इन दोनों की लड़ाई को रोकना होगा। वैसे भी इसमें राजा की कोई गलती नहीं। तभी विवी के पीछे क्रोकोडाइल आ जाता है इतनी जल्दी भी क्या है? मैं तुम्हें मेरे प्लान को वेस्ट नहीं करने दे सकता। और विवी पर अपने हुक से हमला करता है, लेकिन तभी चाका यहाँ पर आ जाता है और अपनी तलवार से क्रोकोडाइल के हुक को रोक देता है। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम राजकुमारी को छू भी नहीं सकते। वीवी, जल्दी यहाँ से भाग जाओ। तुम्हें रेबल आर्मी और रॉयल आर्मी को रोकना होगा। इस क्रोकोडाइल के बच्चे को मैं देखता हूँ। और कोजा और विवी एक साथ महल से भाग जाते हैं। ये दोनों महल के गेट पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि रॉयल आर्मी सामने खड़ी हुई है। विवी इन सभी से चिल्लाकर कहती है, हमें इस लड़ाई को रोकना होगा, हमें रेबल आर्मी के सामने सरेंडर करना होगा। अरे ये क्या कह रही है वीवी सान? और तभी कोजा भी इन सभी के सामने आ जाता है। ये इधर क्या कर रहा है? मैं रेबल आर्मी का लीडर कोसा इसी वक्त इस लड़ाई को रोकता हूँ। पर रेबल आर्मी बहुत तेजी से रॉयल आर्मी की तरफ आगे बढ़ने लगती है। खत्म कर दो महल को। रेबल आर्मी इन सभी को देखकर रुक जाती है और इन सभी की नजर अपने लीडर और रॉयल आर्मी पर जाती है जो कि सफेद झंडा लेकर खड़े हैं। आखिर हमारे लीडर उनके साथ क्या कर रहे हैं? कोजा अपनी आर्मी
आर्मी से कहता है। हमें इसी वक्त इस लड़ाई को रोकना होगा। ये बात सुनकर रेबेलियन आर्मी पूरी तरह से शांत पड़ जाती है और कोजा इन सभी को समझाता है। मैं जानता हूँ ये बात थोड़ी सी अजीब लग रही होगी, राजा बेकसूर है, रॉयल आर्मी ने सरेंडर कर दिया है। लेकिन तभी अचानक से बहुत सारी गोलियां चलने की आवाज आती है और ये सारी गोलियां कोजा को लग जाती हैं। कोजा नीचे जमीन पर गिरने लगता है और ये गोली चलाई है रॉयल आर्मी के एक सैनिक ने। और ऐसा करने के बाद ये सैनिक हंसने लग जाता है और इसके हाथ के ऊपर बारक वर्क्स का टैटू बना हुआ है। वीवी को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर ये भी हुआ क्या। रॉयल आर्मी का वो सैनिक जिसने कोजा के ऊपर गोली चलाई, ये बंदा बारक वर्क्स के लिए काम करता है और भीड़ में खड़ा होकर हंस रहा होता है। ये क्या किया तुमने? कोजा मरने लगता है और मरते मरते बोलता है, तुम्हें रेबल आर्मी से लड़ाई नहीं करनी है। ठीक है सर, हम रेबल आर्मी से लड़ाई नहीं करेंगे। सभी रेबल आर्मी वाले जो कि दूर खड़े हैं देखते हैं कि यहाँ पर एक रेत का तूफान आ चुका है। वीवी समझ जाती है कि ये तूफान क्रोकोडाइल लेकर आया है। इस तूफान में किसी को कुछ दिखाई नहीं देता और अचानक से रॉयल आर्मी के एक सैनिक के ऊपर गोली चल जाती है। ये देखकर सभी रॉयल आर्मी वाले समझ जाते हैं कि रेबल आर्मी अपनी औकात पर आ चुकी है, पर असल में बारक वर्क्स के मेंबर्स रॉयल आर्मी के ऊपर गोली चला रहे हैं ताकि इन दोनों को आपस में लड़वा सके। इस तूफान में किसी को भी समझ में नहीं आ रहा होता कि गोली कहाँ पर से आ रही है और रेबल आर्मी के कुछ लोगों को भी गोली लग जाती है और ये लोग समझते हैं कि रॉयल आर्मी इन पर हमला कर रही है। और ये देखकर रेबल आर्मी को गुस्सा आ जाता है और इस तरह से इन दोनों आर्मीज के बीच में एक खतरनाक लड़ाई होनी फिर से शुरू हो जाती है। वीवी चिल्ला चिल्लाकर कह रही होती है, किसी की कोई गलती नहीं है, ये गोली आप लोगों ने नहीं चलाई। अरे यार, इसका कोई फायदा नहीं। अलुबारना पैलेस के ऊपर क्रोकोडाइल की सैंड मंडरा रही है। हर तरफ रेत का तूफान है और वीवी परेशान हो चुकी है क्योंकि इन दोनों आर्मीज की फाइट फिर से शुरू हो चुकी है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे क्या करना चाहिए। और राजा वीवी से कहते हैं, वीवी यहाँ से भाग जाओ वरना एक क्रोकोडाइल तुम्हें मार देगा। नहीं पिताजी, एक ना एक दिन हमें इसका सामना करना ही होगा और वो दिन आज आ चुका है। इसने हमारा सब कुछ हमसे छीन लिया है। और वीवी क्रोकोडाइल के सामने आकर खड़ी हो जाती है। क्रोकोडाइल वीवी की गर्दन पकड़ लेता है और इसे हवा में उठा लेता है। इसने बिल्कुल सही कहा, तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम अपनी जान क्यों गंवाना चाहती हो? 4:30 बजने की देरी है, उसके बाद ना कोई रॉयल आर्मी बचेगी ना कोई रेबल आर्मी। सभी लोग मर जाएंगे और तुम एक राजकुमारी होकर भी अपने दोस्तों को और अपनी आर्मी को नहीं बचा पाओगी। क्रोकोडाइल वीवी को महल की छत से नीचे लटका देता है। क्रोकोडाइल, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा मत करो। लेकिन क्रोकोडाइल राजा की एक नहीं सुनता। तुम किसी को नहीं बचा पाई वीवी, तुम्हारे सभी लोग मरने वाले हैं। ये सुनकर वीवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि इसने कोजा के पापा से वादा किया था कि कोजा की जान जरूर बचाएगी, पर कोजा अभी इसकी आंखों के सामने ही मर चुका है। और देखते ही देखते क्रोकोडाइल वीवी को महल के नीचे फेंक देता है। तुम किसी को नहीं बचा पाई। वीवी नीचे जमीन पर गिरने लगती है और तभी क्रोकोडाइल की नजर आसमान में जाती है और देखता है कि आसमान से एक बहुत बड़ी चीज इसकी तरफ आ रही है और हमें पता चलता है कि लूफी यहाँ पर आ चुका है। लूफी पैल के ऊपर बैठकर अलुबारना पैलेस पहुंच चुका है। क्रोकोडाइल लूफी को देखकर हक्का बक्का रह जाता है। ये जिंदा कैसे है? ये नहीं हो सकता। क्रोकोडाइल, मैं आ चुका हूँ तुम्हें मारने के लिए। राजा भी आसमान की तरफ देखता है। आखिर ये बच्चा है कौन? इसने राजकुमारी की जान बचाई है और उसे अलबास्ता तक पहुँचाया है और लूफी और पैल मिलकर वीवी की जान बचा लेते हैं। मैं चाहती थी तुम जरूर आओगे लूफी। रेबल आर्मी और रॉयल आर्मी आपस में लड़ रहे हैं। मैंने उनको आवाज लगाई लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। लूफी नीचे जमीन पर आ जाता है और क्रोकोडाइल की तरफ घूरने लगता है। इसके घाव इतने जल्दी कैसे भर गए? इस बार मैं तुमसे नहीं हारने वाला क्रोकोडाइल। लूफी अपने हाथों को बड़ा करता है और महल के ऊपर पहुंचा देता है और पीछे से उसॉप, सांजी और चॉपर भी यहाँ पर आ जाते हैं और देखते हैं कि लूफी जिंदा है। तो गाइज, ये सभी क्रू मेंबर्स मिस्टर 1 से लेकर मिस्टर 10 तक सभी से फाइट करते हैं और किसी तरह से उन सभी को हराकर वापस इनके पास आ चुके हैं। और गाइज, अभी के लिए इन सभी की फाइट सीन्स को स्किप किया गया है वरना एलाबास्ता आर्क 2 जन्म तक पूरी नहीं होने वाली। उसॉप पट्टियों से घिरा होता है। सांजी को भी बहुत ज्यादा चोट लगी होती है। मुझे पता था लूफी जिंदा होगा। सांजी उसॉप से कहता है, मैंने कहा था ना तुमसे, लूफी कभी नहीं हार सकता। तभी नामी और जोरो भी यहाँ पर आ जाते हैं और इन लोगों को भी बहुत ज्यादा चोट लगी होती है। मुझे बहुत खुशी है कि तुम सभी जिंदा हो। लेकिन उसॉप की बुरी तरह से फट जाती है क्योंकि रॉयल आर्मी और रेबल आर्मी अभी भी आपस में लड़ रही है और चारों तरफ तूफान भी आ चुका है। और उसॉप चॉपर के सामने नाटक करना शुरू कर देता है। मेरा सारा खजाना तू रख लेना चॉपर, लगता है मुझे जाना होगा। अरे यार, ये फिर नाटक करने लग गया। इन सभी की नजर लूफी पर जाती है जिसने अपने हाथ लंबे करके महल को पकड़ लिया है। लूफी, तुम करना क्या चाहते हो? मुझे माफ करना दोस्तों, पहली बार मैं क्रोकोडाइल से हार गया था लेकिन अब मैं महल के ऊपर जा रहा हूँ इसे हराने के लिए। लूफी के सभी दोस्त इसे चीयर अप करने लगते हैं कि जाओ और इसे हरा कर आओ। क्रोकोडाइल, मैं आ रहा हूँ। लूफी क्रोकोडाइल के पास आ जाता है। तुम्हारे हमलों का मेरे ऊपर कोई असर नहीं होता है, लगता है तुम फिर से मरना चाहते हो। वो तो अभी पता चल जाएगा। और जोर से क्रोकोडाइल के मुंह के ऊपर एक पंच मारता है और इस बार लूफी का पंच क्रोकोडाइल को लग जाता है। क्रोकोडाइल के मुंह से खून आने लगता है। ये सब देखकर राजा को समझ नहीं आता कि क्रोकोडाइल रेत में क्यों नहीं बदला। ये क्रोकोडाइल तो पूरा रेत से बना हुआ है। लूफी क्रोकोडाइल के कंधे को पकड़ लेता है और अपने सर से क्रोकोडाइल के सर के ऊपर वार करता है और इस अटैक की वजह से क्रोकोडाइल दूर जाकर गिरता है। याद करो क्रोकोडाइल, जब तुमने मेरे अंदर अपना हुक घुसाया था उस वक्त बूढ़े आदमी का दिया हुआ पानी मेरे हाथों पर लग गया था। और याद करो, जब मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया था तो तुम्हारा हाथ रेत में नहीं बदल पाया था। तब से मुझे पता चला जब भी तुम पानी के कांटेक्ट में आते हो तो तुम रेत में नहीं बदल सकते। लूफी अपनी पीठ के ऊपर एक पूरा का पूरा पानी का टैंक भरकर आया होता है और कुछ देर बाद लूफी अपने हाथों पर उस पानी को गिराता रहता है। इन गीले हाथों से मैंने तुम पर हमला किया अभी क्रोकोडाइल। अब मैं तुम्हारी कमजोरी जान चुका हूँ। तुम्हारी कमजोरी है पानी, यहाँ तक कि एलाबास्ता से तुमने उसकी बारिश तक छीन ली ताकि तुम भीगने की वजह से कमजोर ना हो सको। नादान लड़का। लूफी का क्रू बाहर खड़ा होता है और वीवी इन सभी को बताती है। ठीक 4:30 बजे क्रोकोडाइल बहुत
बहुत सारे तोप के गोले बरसाने वाला है, जिसकी वजह से दोनों आर्मीज मारी जाएंगी। तो जरूर अलुबारना के अंदर ही रखी होगी। दूसरे शहर से तोप चलाना बहुत मुश्किल है, हमें उस तोप को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। और तभी बहुत सारे बार्क वर्क्स के मेंबर्स यहाँ पर आ जाते हैं। अगर हम राजकुमारी को मार दे तो मिस्टर जीरो हमारा प्रमोशन कर देंगे। हम इन्हें 2 सेकंड में हरा देंगे। तुम लोग जाओ और उस तोप को ढूंढो। जोरो और सांजी के अकॉर्डिंग ये सभी लोग तोप को ढूंढने के लिए यहाँ से भाग जाते हैं और जोरो और सांजी बारक वर्क्स के मेंबर से फाइट करना शुरू कर देते हैं। और इधर उसॉप इन सभी से कहता है, सभी लोग अलग अलग हो जाओ, तोप को ढूंढने में आसानी होगी। और सभी बारक वर्क्स के मेंबर्स को हराकर जोरो और सांजी भी तोप को ढूंढने के लिए यहाँ से चले जाते हैं। और इस तरफ हम क्रोकोडाइल और लूफी को देखते हैं। तुम्हें सच में लगता है तुम मुझे हरा सकते हो बच्चे? मैं समुद्र के 7 वॉरलॉर्ड्स में से एक हूँ। अपना मुंह बंद रखो। अगर तुम 7 वॉरलॉर्ड्स में से एक हो तो मैं 8 वॉरलॉर्ड्स में से एक हूँ। ये बच्चा कैसा है? इसे लड़ाई के समय भी मजाक सूझ रहा है। और मिस ऑल संडे लूफी की इस बात को सुनकर इंप्रेस हो जाती है। लूफी अपना गंगम पिस्टल अटैक यूज करता है। लगता है अब तुम मुझे मार सकते हो क्योंकि तुम्हारे हाथ कीले हैं, पर तुम्हें ये किसने कह दिया कि मैं तुम्हारे अटैक को डॉज नहीं कर सकता? क्रोकोडाइल लूफी के अटैक को डॉज करके इसके हाथ को पकड़ लेता है और लूफी के हाथ को पूरी तरह से सुखा देता है। पर लूफी वापस से पानी पीकर अपने हाथ को पहले जैसा बना लेता है। लूफी अपने पूरे शरीर को गीला कर लेता है और वापस से अपने गंगम पिस्टल अटैक को यूज कर देता है क्रोकोडाइल के ऊपर। तभी लूफी अपने हाथ में एक झटका देता है और लूफी के हाथ मल्टीप्लाई हो जाते हैं और क्रोकोडाइल इस अटैक की वजह से बुरी तरह से डर जाता है और पीछे हट जाता है। ये लड़का तो सच में बहुत ज्यादा स्मार्ट है। इसके बाद क्रोकोडाइल अपना वही वाला अटैक यूज करता है जो कि उसने पहले यूज किया था, जिसकी वजह से महल की छत के ऊपर एक बहुत बड़ा क्रैक आ जाता है। गम गम पिस्टल। और तभी लूफी उस पंच की जगह खुद आ जाता है और लूफी को अपने सामने देखकर क्रोकोडाइल की फट जाती है और लूफी इसके मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है और इसे दूर फेंक देता है और अपने पानी के ड्रम को भी इस क्रोकोडाइल के ऊपर फेंक देता है। लेकिन क्रोकोडाइल अचानक से बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। तुम तो बिल्कुल नहीं बदले, तुम पहले भी कमजोर थे और अब भी कमजोर हो। तुम्हें किसने कहा मैं कमजोर हूँ? मैं वाटर लूफी हूँ। लूफी सारे पानी को पी लेता है और तभी इसका पेट लीक करने लग जाता है। अरे ये क्या हो रहा है भाई, लीक कैसे हो रहा है? और ये देखकर मिस ऑल संडे जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है। क्या तुम्हें ये मजाक लग रहा है? तभी क्रोकोडाइल अपनी सैंड का यूज करके बहुत तेजी से आगे बढ़ता है और अचानक से वाटर लूफी अपने मुंह से बहुत सारे बबल्स फेंकता है और उस पानी की वजह से क्रोकोडाइल पूरी तरह से गीला हो जाता है। अब ये क्रोकोडाइल सैंड में नहीं बदल पाएगा और इसी मौके का फायदा उठाकर लूफी अपना बजूका अटैक यूज करता है क्रोकोडाइल के ऊपर और क्रोकोडाइल दूर जाकर गिरता है। राजा ये सब कुछ देख रहा होता है। ये बच्चा तो कमाल का है। और तभी मिस ऑल संडे राजा को आजाद कर देती है। इनकी लड़ाई तो ऐसे ही चलती रहेगी। तुम मुझे ये बताओ कि पोनीग्लिफ कहाँ पर है? क्रोकोडाइल को हद से ज्यादा गुस्सा आ चुका है। निको रॉबिन, जल्दी से यहाँ से चली जाओ। अगर तुम्हें मरना नहीं है तो यहाँ जो भी खड़ा होगा वो मारा जाएगा। और मिस ऑल संडे राजा को लेकर यहाँ से चली जाती है। मिस ऑल संडे के यहाँ से जाने के बाद क्रोकोडाइल अपने अटैक को यूज करता है, जमीन पर हाथ रखता है और धीरे धीरे करके पूरी जमीन सूखने लगती है। लूफी देखता है कि पूरी जमीन और जितने भी पेड़ पौधे हैं सभी सूख रहे हैं, यहाँ तक कि जमीन टूटना शुरू हो जाती है और लूफी बाल बाल बचता है नीचे जमीन में गिरने से। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और पानी से अटैक कर देता है क्रोकोडाइल के ऊपर। पर क्रोकोडाइल इस बार लूफी के पानी को अपने हाथों से सुखा देता है, वापिस से जमीन पर हाथ रखता है, जिसकी वजह से पूरी जमीन हिलने लगती है। यहाँ पर भूकंप आ जाता है और सारे पत्थर भी सैंड में बदलने लग चुके हैं। लूफी की चप्पल तक सैंड में बदल जाती है। अरे यार, अगर मैं इस जमीन से जुड़ा रहा तो मैं भी सूख जाऊंगा। और 4:30 बजने में सिर्फ 8 मिनट बचे हुए हैं और अभी तक किसी को भी तोप नहीं मिली है। सांजी, उसॉप, जोरो ये सभी लोग उन तोपों को ढूंढ रहे होते हैं और तभी अचानक से उसॉप को वो तोप मिल जाती है। वो रही तोप जो कि एक घर की छत पर होती है। जोरो भागकर उस छत के ऊपर जाता है, लेकिन जैसे ही छत के ऊपर जाते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ये तोप नकली है। और इधर पैल भी अलुबारना शहर के ऊपर उड़ रहा है ताकि उस तोप को ढूंढ सके। और इस तरफ मिस ऑल संडे राजा को लेकर जा रही है, लेकिन तभी नेवी वाले इनके सामने आ जाते हैं और ताशिकी भी इनके साथ है। तुम अलाबास्ता के राजा को कहाँ पर लेकर जा रही हो? मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं तुमसे बहस करूं। लगता है मुझे तुम्हें मारना होगा। ताशिकी, तुम मेरी चिंता मत करो। यहाँ रॉयल आर्मी और रेबल आर्मी लड़ाई कर रही है। क्रोकोडाइल मौके का फायदा उठाकर ठीक 4:30 बजे उन पर हमला कर देगा। इसमें हजारों लोगों की जान चली जाएगी। कुछ करना है तो उनकी जान बचाओ। क्या कहा आपने? ठीक है, हम उनकी जान बचा लेंगे, लेकिन आपकी जान भी बचानी होगी। और मिस ऑल संडे इन सभी नेवी वालों की गर्दन को दबा देती है अपनी डेविल फ्रूट की ताकत का यूज करके। तभी अचानक से एक नेवी वाला पीछे से कहता है, मैं इस लड़के को जानता हूँ, ये तो निको रॉबिन है। 20 साल पहले नेवी की 4 वॉरशिप्स डूब गई थी, पर वो कोई घटना नहीं थी। किसी ने जानबूझकर उन शिप्स को डुबोया था। और जब उन ऑफिसर से पूछा गया तो ये काम किसका है, तो उन्होंने बताया कि ये काम एक छोटी सी बच्ची का है। ये बच्ची सिर्फ 8 साल की थी और इसका नाम था निको रॉबिन। सरकार ने ये जानकर इस लड़की के ऊपर 79 लाख की बाउंटी लगाई थी। ये इतनी ज्यादा खतरनाक थी, लेकिन तब से लेके अब तक ये लड़की दिखाई नहीं दी। अपना मुंह बंद रखो, समझे? और डेविल फ्रूट की ताकत का यूज करती है और ताशिकी के ऊपर हमला कर देती है। अगर तुमने एक और शब्द बोला तो मैं तुम्हारी इस ऑफिसर को मार दूंगी। इधर लूफी क्रोकोडाइल के उस हमले से बचने के लिए जमीन से दूर हट जाता है और दीवार के ऊपर लटक गया था, लेकिन तभी क्रोकोडाइल लूफी के ठीक सामने आ जाता है। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? क्रोकोडाइल लूफी की गर्दन को पकड़ लेता है, लेकिन लूफी अपने मुंह में भरा हुआ पानी फेंकता है क्रोकोडाइल के ऊपर, लेकिन क्रोकोडाइल उस पानी से बच जाता है। ये चीजें बार बार मुझ पर काम नहीं करने वाली। क्रोकोडाइल लूफी को पूरी तरह से सुखा देता है। लूफी की पूरी बॉडी सूख जाती है और अपने हाथ पैर हिला भी नहीं पाता है और इसकी हेड नीचे गिर जाती है। जरा अपनी हालत तो देखा। तुम एक और बार मुझसे हार गए तो दूसरी बार हारने के बाद कैसा महसूस होता है? बहुत शौक था ना तुम्हें वॉरलॉर्ड से फाइट करने का। और क्रोकोडाइल लूफी को नीचे फेंक देता है। मुझे यहाँ से जाना होगा। और क्रोकोडाइल यहाँ से चला जाता है और नीचे लूफी रेगिस्तान में पड़ा हुआ है। क्रोकोडाइल ने लूफी के शरीर को पूरी तरह से सुखा दिया है। तभी आसमान में से पानी आता है जो कि लूफी ने क्रोकोडाइल के ऊपर थूका था, लेकिन क्रोकोडाइल उससे बच गया था और ये पानी की बूंदें लूफी के ऊपर गिर जाती हैं और लूफी वापस से पहले जैसा हो जाता है। बच गया, ये एक इत्तेफाक है क्या? आखिर वो मगरमच्छ कहाँ चला गया? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। दूसरी तरफ हम एलाबास्ता के एक पुराने मंदिर को देखते हैं, द मॉर्चरी टेम्पल, जो कि पैलेस के पश्चिमी इलाके में है। और मिस ऑल संडे राजा को
यहाँ पर लेकर आ चुकी है। मुझे पता है पोनीग्लिफ यहीं पर है, बेहतर होगा तुम खुद ही मुझे बता दो। राजा एक स्टैचू को सरकाता है जिसकी वजह से जमीन के नीचे एक खुफिया रास्ता बन जाता है। ये रास्ता अंडरग्राउंड जाता है जहाँ पर पोनीग्लिफ रखा गया है। ये दोनों नीचे जाने लगते हैं। बस थोड़ी देर और वो पोनीग्लिफ मेरी आंखों के सामने होगा। अगर तुम पोनीग्लिफ को ढूंढ रही हो तो इसका मतलब है कि तुम उसे पढ़ सकती हो। हाँ, मैं उसे पढ़ सकती हूँ। यही वजह है कि मैं क्रोकोडाइल के साथ काम करती हूँ। क्रोकोडाइल को मेरी जरूरत है, इसी वजह से वो मुझे मार नहीं सकता है। क्रोकोडाइल को प्लूटोन को पाना है, लेकिन प्लूटोन को पाने का रास्ता पोनीग्लिफ के अंदर है। मिस ओलसंडे पोनीग्लिफ के पास पहुंच जाती है और इस तरफ सभी नेवी ऑफिसर्स और ताशिगी नीचे घायल पड़ी हुई है। ये काम मिस ओलसंडे का है, उसे नहीं रोक पाई और तभी क्रोकोडाइल इसके सामने आ जाता है। अच्छा, तो ये काम मिस ओलसंडे का है? हाँ, तुम्हारे साथ बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। वैसे वो तुम्हारा कैप्टन स्मोकर कहाँ पर गया है? डर कर भाग गया क्या? और ताशिगी का मजाक उड़ाकर चला जाता है मंदिर की तरफ और इस तरफ उसॉप क्रोकोडाइल की एक्टिंग कर रहा है। मैं हूँ क्रोकोडाइल, 7 वॉरलॉर्ड्स में से एक, मुझसे डरो। लेकिन तभी जोरो इस पर एक जोरदार पंच मार देता है। क्या करने लगा हुआ है, पागल हो गया क्या? अरे ओ, मैं खुद को क्रोकोडाइल की जगह पर रखकर देख रहा हूँ ताकि मैं ये सोच सकूं उसके घटिया दिमाग ने उस तोप को कहाँ पर छुपाया होगा। ये सभी लोग उस तोप को ढूंढ रहे हैं। हमें जल्दी उसे ढूंढना होगा, बहुत सारे लोगों की जान दांव पर लगी है। इधर ताशिगी खड़े होने की कोशिश करती है, लेकिन तभी देखती है कि लूफी इसके सामने आ चुका है। स्ट्राइट, मुझे कमजोर समझने की गलती मत करना, मैं तुम्हें मार दूंगी। लेकिन लूफी फाइट के मूड में नहीं होता है। मैं तुमसे लड़ने नहीं आया, मुझे ये बताओ वो क्रोकोडाइल कहाँ पर है? वो क्रोकोडाइल उस मंदिर की तरफ गया है, बताने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। लूफी बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और मंदिर की तरफ भागने लगता है, लेकिन इसके घाव अभी तक भरे नहीं है, जिसकी वजह से लूफी के पेट में से खून निकल रहा होता है। लेकिन थोड़ी आगे चलकर लूफी गिर जाता है, पर लूफी हार मानने से इनकार करता है, उठता है और जैसे तैसे करके मंदिर में पहुंच जाता है। पर लूफी की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और मंदिर के सामने आते ही नीचे लेट जाता है और बेहोश हो जाता है। और इधर अंडरग्राउंड में मिस ओलसंडे उस पोनीग्लिफ को पढ़ रही है। ये एक मामूली सी दीवार है जिस पर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है और मिस ओलसंडे इसको रीड करने लगती है। और तभी क्रोकोडाइल भी मंदिर पर आ जाता है। क्रोकोडाइल देखता है कि यहाँ पर एक अंडरग्राउंड रास्ता है। लगता है मिस ओलसंडे यहीं पर गई है। क्रोकोडाइल भी इस अंडरग्राउंड में आ जाता है और देखता है कि मिस ओलसंडे यहाँ पर पहले से पहुंची हुई है। बहुत बढ़िया निको रॉबिन, अब जल्दी से इसे पढ़कर बताओ। इस पोनीग्लिफ के अंदर अलाबास्ता के इतिहास के बारे में लिखा होता है और मिस ओलसंडे सारा इतिहास क्रोकोडाइल को समझाती है। मुझे अलाबास्ता के इतिहास को सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं। ये बताओ प्लूटोन कहाँ मिलेगा? यहाँ पर तो प्लूटोन के बारे में कुछ नहीं लिखा है क्रोकोडाइल। क्या कहा तुमने? यहाँ कुछ नहीं लिखा? लगता है मेरी सारी मेहनत बेकार गई। खैर, अब कर भी कह सकते हैं। अब मुझे तुम्हें मारना होगा, अब तुम मेरे किसी काम की नहीं रही। मिस ओलसंडे ये सुनकर डर जाती है। निको रॉबिन, याद करो 4 साल पहले हमारे बीच एक डील हुई थी। तुम मुझे पोनीग्लिफ को पढ़कर बताओगी कि प्लूटोन कहाँ पर है, और वो डील आज पूरी हो चुकी है। मुझे लगता है कि तुम्हें प्लूटोन के बारे में पता चल चुका है, लेकिन तुम मुझे उसके बारे में बताना नहीं चाहती। तुम बहुत अच्छी पार्टनर थी। और मिस ओलसंडे पर हमला कर देता है। मिस ओलसंडे अपनी जेब में से पानी निकालती है, पानी को क्रोकोडाइल की तरफ फेंक देती है। क्रोकोडाइल को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी क्रोकोडाइल मिस ओलसंडे के सीने के अंदर अपना हुक घुसा देता है। ये बिल्कुल ऐसा ही था जैसा कि लूफी के साथ हुआ। मिस ओलसंडे बुरी तरह से घायल हो जाती है और नीचे गिर जाती है। निको रॉबिन, तुमने मेरा बहुत ज्यादा साथ दिया। मुझे पता है प्लूटोन एग्जिस्ट करता है। मैं खुद ही पता लगा लूंगा कि वो कहाँ पर है। तभी राजा पीछे से कहता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि तुम और मैं अभी मरने वाले हैं क्रोकोडाइल। अभी कुछ ही देर में ये मंदिर टूट जाएगा। तभी इस मंदिर की जमीन हिलने लगती है। यहाँ पर एक भूकंप आना शुरू हो जाता है। तुमने क्या किया है? मैंने जब इस अंडरग्राउंड को बनाया था तो मैंने इसे इसी तरह से बनाया था। अगर कोई पोनीग्लिफ को पढ़ने की कोशिश करेगा तो ये अंडरग्राउंड टूट जाएगा और ये पूरी बिल्डिंग तहस नहस हो जाएगी। और इस तरफ विवी के पैर में भागते भागते चोट लग जाती है। मुझे जल्दी उस तोप को ढूंढना होगा। पर तभी उसे एक बात याद आती है कि इतनी बड़ी तोप को रखने के लिए जरूर कोई बहुत बड़ी जगह होगी। शायद मुझे पता है कि वो जगह कहाँ पर है। मैं बचपन में उधर ही खेला करती थी। और तभी उसॉप भी यहाँ पर आ जाता है और विवी उसॉप की नाक को पकड़ लेती है। शायद मुझे पता चल चुका है उस की वो तोप कहाँ पर है। हमें सभी लोगों को बताना होगा। ठीक है, मैं समझ गया। उसॉप अपनी गुलेल से आसमान में एक सिग्नल छोड़ता है जिससे कि सभी लोगों को पता चल जाए कि विवी इस वक्त कहाँ पर है। ये सभी लोग उस सिग्नल को देख लेते हैं और समझ जाते हैं कि इन्हें उस तोप के बारे में पता चल चुका है। इधर लूफी मंदिर के बाहर बेहोश पड़ा है और अचानक से लूफी को होश आता है। अरे यार, मैं तो क्रोकोडाइल का पीछे करते करते यहाँ पर आया था। लूफी अपने सामने एक अंडरग्राउंड रास्ता देखता है। जरूर वो क्रोकोडाइल इसी के अंदर होगा और इस अंडरग्राउंड के अंदर पूरा मंदिर धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय होना शुरू हो चुका है। तुम मुझे मारने की सोच रहे हो राजा? जब ये मंदिर गिरेगा तो मैं सैंड में बदल जाऊंगा। मैं यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग लूंगा। तुम अपने बारे में सोचो। तुम यहाँ से बाहर कैसे निकलोगे? हाँ, लूफी भी अंडरग्राउंड के अंदर आने लगता है। क्रोकोडाइल कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लूफी नोटिस करता है कि ये बिल्डिंग गिरने वाली है, पर इस चीज को इग्नोर करते हुए क्रोकोडाइल की तरफ आगे बढ़ने लगता है। इस तरफ हम उसॉप और विवी को देखते हैं। विवी बताती है कि इसे लगता है कि अलाबास्ता के क्लॉक टावर के अंदर बॉम्ब रखा गया है, क्योंकि अलाबास्ता के अंदर तोप को छुपाने की सिर्फ एक ही बड़ी जगह है, जो कि है क्लॉक टावर। और बचपन में विवी और उसके दोस्त इसी क्लॉक टावर के अंदर खेला करते थे। इसके अंदर इतनी जगह है कि यहाँ पर एक बॉम्ब लगाया जा सकता है। और तभी बारक वर्क्स के मेंबर्स कुछ आ जाते हैं। अरे यार, मर गए। और इस तरफ जोरो एक जंगल में है और उसी सिग्नल को देखता है। ये तो उसॉप का सिग्नल है, पर इतनी दूर से क्यों आ रहा है? लगता है मैं खो चुका हूँ। जोरो उस सिग्नल का पीछा करने लगता है। लगता है उन्हें वो तोप मिल चुकी है। इधर नामी, चॉपर और सांजी भी इस सिग्नल की तरफ आ रहे हैं। लगता है उसॉप को वो तोप मिल गई। इधर उसॉप एक ब्लैक बोर्ड निकालता है और उस पर अपने नाखूनों से स्क्रैच करने लगता है और उसकी आवाज सुनकर सभी लोग अपने कानों को बंद कर लेते हैं और मौके का फायदा उठाकर उसॉप और विवी यहाँ से भाग लेते हैं। पकड़ो उन्हें, जाने मत दो। इधर क्रोकोडाइल राजा से कहता है, जब ये पूरा मंदिर तुम्हारे ऊपर गिरेगा, तुम्हारे मरने के बाद अलाबास्ता मेरा हो जाएगा। तभी क्रोकोडाइल के सामने एक दीवार में एक छेद होता है और तभी ये दीवार टूट जाती है और लूफी क्रोकोडाइल के सामने आ जाता है। लूफी को देखकर क्रोकोडाइल हक्का बक्का रह जाता है। ये नहीं हो सकता, मैंने इसे अपने हाथों से मारा था। रॉबिन भी
लूफी को देखती है। मुझे कितनी बार तुम्हें मारना होगा? मैं पहले ही तुम्हें 2 बार मार चुका हूँ। तुमने जो भी लोगों से छीना है मैं उसे वापस लेने आया हूँ। या तुम बारिश को लेने आए हो? नहीं, मैं अलाबास्ता को वापस लेने आया हूँ जिस पर तुमने कब्जा कर रखा है। अलाबास्ता मेरी दोस्त वीवी की है और इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। लूफी बहुत गुस्से में आ जाता है और बढ़ता है क्रोकोडाइल की तरफ आगे उसे मारने के लिए। तुम मुझे बिना पानी के नहीं मार सकते। लेकिन तभी लूफी इसके चेहरे पर एक जोरदार लात मारता है और क्रोकोडाइल दूर जाकर गिरता है। ये क्या हुआ? तुमने मुझे बिना पानी के कैसे मारा? मगरमच्छ अपना मुंह बंद रख। और लूफी एक और मुक्का मार देता है इसके चेहरे पर। मैं समझ गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम पानी की जगह अपना खून इस्तेमाल कर रहे हो। तुम हराने के लिए मुझे पानी की जरूरत नहीं है। मुझसे दुश्मनी तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी बच्चे। लेकिन तभी लूफी इस पर एक लात मार देता है। लगता है इसे दिखाना ही पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। तभी क्रोकोडाइल अपने हाथ पर लगे हुक का कवर निकाल देता है और इसके अंदर से एक अजीब सा हुक बाहर निकलता है। ये देखो मेरा हुक, इसके अंदर से जहर बहता है। अगर ये हुक तुम्हारे शरीर के अंदर चला गया तो तुम मर जाओगे। पर तुम काफी किस्मत वाले होगे कि तुम्हें इस हुक से मरने का मौका मिलेगा। वो तो देखा जाएगा। और इधर जोरो उस सिग्नल का पीछा करते हुए एलुबार्ना पहुंच चुका है और तभी नेवी वाले यहाँ पर आ जाते हैं। ये तो रोनोरोआ जोरो है। ये तो उसी लूफी के रूम है ना? मेरे पास तुम्हारे साथ लड़ने का समय नहीं। तुम्हारा नाम बहुत ज्यादा बदनाम है, समझे? तुम रास्ते भटक जाते हो। तुम्हारा क्लू उधर है। ये मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हैं भाई? और ये मेरी हेल्प क्यों कर रहे हैं? इधर उसप और वीवी के पीछे बारक वर्क्स के मेंबर्स पड़े हुए हैं। पर तभी ताशिगी इनके सामने आ जाती है और इन सभी को मार गिराती है। जल्दी जाओ और एलुबार्ना को बचा लो। ताशिगी उसप और वीवी की हेल्प कर रही है क्योंकि स्मोकर ने जाते वक्त ताशिगी से कहा था कि एलुबार्ना में इसे सच का साथ देना होगा। अरे वीवी, इसने हमारी हेल्प क्यों की? मुझे नहीं पता उसॉप, लेकिन तोप चलने का समय होने वाला है, हमें जल्दी वहाँ पर पहुँचना होगा। वीवी और उसप क्लॉक टावर तक पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि नामी और चॉपर भी यहाँ पर मौजूद हैं। नामी, वो देखो, उसी क्लॉक टावर के अंदर तोप हो सकती है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी खाली जगह पड़ी है और कोई भी बहुत आसानी से उसके अंदर कोई तोप छुपा सकता है। मुझे लगता है वो तोप उसी के अंदर है। और 4:30 बजने में सिर्फ 1 मिनट बाकी है। हमें जल्दी उसके अंदर पहुँचना होगा नामी। और इधर लूफी और क्रोकोडाइल की लड़ाई में क्रोकोडाइल का हुक लूफी के हाथ पर लग जाता है। कम पिस्टल। पर क्रोकोडाइल लूफी के हाथ का सारा खून सुखाने की कोशिश करता है पर लूफी इसकी चाल को समझकर इस पर एक लात से हमला कर देता है। इससे तो पहले ही पता चल गया कि मैं क्या करने वाला हूँ। और क्रोकोडाइल मौका देखते ही लूफी के पैर पर अपने हुक से हमला कर देता है। लूफी के 2 बार हुक लग जाता है और दूर जाकर बैठ जाता है। तुम्हारे अंदर जहर फैल चुका है, अब तुम नहीं बचने वाले। तुम इसके जहर से मर जाओगे। और ये सुनकर लूफी क्रोकोडाइल के चेहरे पर एक लात मारता है। तुझसे किसी ने पूछा क्या? राजा भी लूफी को फाइट करते हुए देखता है और बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। और इधर इन सभी को समझ में नहीं आता कि लोग उस क्लॉक टावर तक कैसे पहुंचेंगे। वीवी, अगर हम सीढ़ियों से जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, हमारे पास 1 मिनट से भी कम वक्त है। और तभी सांजी क्लॉक टावर के ऊपर से इन सभी को नीचे आवाज लगाता है। अरे यार, तुम सभी नीचे क्या कर रहे हो? ऊपर आ जाओ। सांजी। और तभी सांजी के ऊपर से भी एक आवाज आती है, ये सब क्या कर रहे हो? और हम देखते हैं कि 2nd फ्लोर के ऊपर जोरो खड़ा हुआ है। मैं तो सोच रहा था कि तुम सब इधर मिलोगे पर तुम सभी तो नीचे ही रह गए। हाँ? अरे सांजी, तू फर्स्ट पे है और जोरो 2nd पे, ये कैसे हो सकता है? मेरे पास एक आइडिया है। और तभी क्लॉक टावर के ऊपर वाला गेट खुल जाता है और उसके अंदर से बारक वर्क्स के 2 नए एजेंट्स बाहर निकलते हैं। अरे यार, ये तो मिस्टर 7 और मिस्टर फादर डे है। और ये दोनों तोप को चलाने वाले हैं जो कि दोनों आर्मीज को खत्म करने वाली है। मिस्टर 7 माचिस की तिल्ली जला देता है। तुम सभी को मारने में बहुत मजा आएगा। और इस तरफ लूफी जहर की वजह से कमजोर होना शुरू हो चुका है। इधर मिस 7 और फादर्स डे ये जल्दी इस तोप में आग लगा दीजिए। और मिस्टर 7 माचिस की तिली से इसमें आग लगा देता है और नीचे उसॉप, चॉपर और वीवी एक के ऊपर खड़े हैं। आखिर तुम करने के वाली हो नामी? शांत रहो, ये मेरा एक प्लान है, इससे तुम ऊपर पहुंच जाओगे। और ऐसा बोलकर नामी इस पर हमला कर देती है और नामी का हथियार उसॉप के पास जाता है और उसॉप के वहाँ पर जाकर लग जाता है जिसकी वजह से उसॉप की एक चीख निकल जाती है। नामी, ये क्या कर दिया? उसॉप को इतना ज्यादा दर्द होता है कि ये ऊपर उछल जाता है और इसकी वजह से ये सभी लोग भी आसमान में ऊपर उड़ जाते हैं। तभी नामी नीचे से चिल्लाती है, सांजी, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें वीवी और चॉपर को ऊपर भेजना होगा। और सांजी इन दोनों को अपनी लात के ऊपर रखकर इन दोनों को ऊपर फेंक देता है। वीवी और चॉपर बहुत तेजी से ऊपर जाने लगते हैं और नीचे से सांजी चिल्लाता है, जोरो अभी तुम्हारी बारी है। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। और जोरो अपनी तलवार पर रखकर इन दोनों को ऊपर उछालने ही वाला होता है कि तभी जोरो की नजर मिस्टर 7 और मिस्टर फादर डे पर चली जाती है। अरे यार, इन लोगों ने मुझे देख लिया, लगता है इन्हें पता चल चुका है। हम उनके पास जाने की कोशिश कर रहे हैं। इधर क्रोकोडाइल लूफी से कहता है, तुम्हारा इस कंट्री से क्या लेना देना है? इसे क्यों बचाने में लगे हो? क्योंकि वीवी मेरी दोस्त है। राजकुमारी का दोस्त, वो भी एक पायरेट। हाँ, काफी अच्छी दोस्ती है तुम्हारी, पर अब तुम्हें अपनी दोस्त के लिए मरना होगा। इधर मिस 7 और मिस्टर फादर डे जोरो के सीने के ऊपर एक गोली चला देते हैं जिसकी वजह से जोरो नीचे गिरने लगता है और वीवी और चॉपर टॉप फ्लोर के ऊपर पहुंच चुके हैं। और चॉपर वीवी को अपने हाथ के ऊपर रखकर उस तोप की तरफ फेंक देता है। ये दोनों नमूने देखते हैं कि वीवी इनकी तरफ ही आ रही है और वीवी इन दोनों पर हमला करके इन्हें क्लॉक टावर से नीचे गिरा देती है। वीवी क्लॉक टावर के अंदर चली जाती है जहाँ पर वो तोप रखी हुई है और देखती है कि उस तोप के अंदर आग लग चुकी है और वीवी उस रस्सी को ही काट देती है जिसमें आग लगी हुई है। और आखिरकार वीवी कामयाब हो जाती है। रॉयल आर्मी और रेबल आर्मी की जान बचाने में वीवी चैन की एक सांस लेती है। आखिरकार मैंने ये कर ही दिया। इधर जोरो नीचे जमीन पर गिर चुका है। तुम्हारे सीने में तो गोली लगी है, क्या तुम ठीक हो जोरो? ये तो आम बात है, ये तो होता ही रहता है। और तभी हम देखते हैं कि टॉप फ्लोर के ऊपर वीवी रो रही है और नीचे खड़े इन सभी को चिल्लाकर कहती है, दोस्तों, कुछ भी ठीक नहीं हुआ। क्या? तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने तोप को तो रोक दिया ना? इस तोप के अंदर एक बहुत बड़ा टाइम बॉम्ब है, इसका समय पूरा होने ही वाला है और ये फट जाएगा और अब सिर्फ रॉयल आर्मी और रेबल आर्मी नहीं, हम सब भी मरने वाले हैं। और इधर क्रोकोडाइल राजा से कहता है, मैं सारी तैयारी करके आया हूँ। अगर किसी तरह से वो तोप रुक भी गई तो वहाँ पर एक टाइम बॉम्ब है जो कि समय के साथ फट जाएगा और इस बार रेबल आर्मी और रॉयल आर्मी नहीं, पूरा एलुबार्ना
वरना शहर ही तबाह हो जाएगा, क्योंकि वो टाइम बॉम्ब बहुत ज्यादा खतरनाक है। इधर वीवी रो रही होती है और तभी पहल यहाँ पर आ जाता है। चिंता मत कीजिए, मुझे सब कुछ पहले से पता है, आपकी सुरक्षा मेरा कर्तव्य है। और पहल उस तोप के अंदर से उस टाइम बॉम्ब को खींच लेता है और उसे लेने के बाद हवा में उड़ने लगता है। पहल रुक जाओ, ये क्या करने की सोच रहे हो? पहल उस टाइम बॉम्ब को लेकर हवा में बहुत ऊपर चला जाता है। मेरा नाम है पहल द फैल्कन और मैंने अपना काम पूरा किया, मैंने शाही परिवार की रक्षा करी। और ऐसा बोलने के बाद टाइम बॉम्ब का समय पूरा हो जाता है और वो टाइम बॉम्ब आसमान में ही फट जाता है। आसमान में एक बहुत बड़ा धमाका होता है और इस बॉम्ब के फटने की वजह से पहल की मौत हो जाती है। R.I.P. पहल। पहल खुद को सेक्रीफाइस करके सभी की जान बचा लेता है। बॉम्ब के फटने के बाद वीवी पहल के आने का इंतजार करने लगती है। पहल आ जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। पर पहल वापस नहीं आता और वीवी समझ जाती है कि पहल की मौत हो चुकी है। पहल, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? इधर लूफी के क्रू को यकीन नहीं आता कि अभी पहल ने क्या किया। बॉम्ब के फटने के बाद रेबल आर्मी के लोग वापस से खड़े हो जाते हैं और कहते हैं ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। और रेबल आर्मी और रॉयल आर्मी आपस में फिर से फाइट करना शुरू कर देती है। और इधर वीवी क्लॉक टावर के ऊपर खड़ी होकर अपने ही लोगों को लड़ते हुए देख रही है। वीवी बौखला जाती है और चिल्लाकर कहती है, ये लड़ाई रोक दो प्लीज। अगर वीवी ऐसे ही चिल्लाती रही तो ये पागल हो जाएगी। वीवी बहुत जोर से चिल्ला रही होती है लेकिन इसकी आवाज किसी तक भी नहीं पहुंच रही होती, क्योंकि ये क्लॉक टावर के ऊपर खड़ी है। वीवी की हालत देखकर नामी को बहुत गुस्सा आता है। हमें कुछ करना होगा उस हमें ही रॉयल आर्मी और रेबल आर्मी को रोकना होगा। वीवी की हालत तो देखो। पहल की मौत के बाद वीवी लगातार चिल्ला रही होती है कि रुक जाओ, इस लड़ाई को बंद कर दो। और इधर महल के अंदर हम क्रोकोडाइल को देखते हैं। मेरे जहर ने आखिरकार इसे मार ही दिया। क्रोकोडाइल यहाँ से जाने लगता है लेकिन तभी पीछे मुड़कर देखता है कि लूफी वापस से उठ चुका है। आखिर ये बच्चा अमर है क्या? क्रोकोडाइल, क्या तुम्हें पता है तुम मुझे क्यों नहीं हरा सकते? क्योंकि मैं वो इंसान हूँ जो कि आगे चलकर किंग ऑफ पायरेट्स बनने वाला है और तुम्हारे जैसा एक घटिया वॉरलॉर्ड मुझे कभी नहीं हरा सकता। तुम्हारी ऐसी की तैसी। क्रोकोडाइल को बहुत गुस्सा आ जाता है और लूफी की तरफ उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही लूफी के पास पहुंचता है तो लूफी क्रोकोडाइल के हुक को तोड़ देता है। ये नहीं हो सकता। और हुक को तोड़ने के बाद क्रोकोडाइल के सीने के अंदर एक पंच मार देता है, जिससे क्रोकोडाइल की हालत खराब हो जाती है। लूफी बहुत बुरी तरह से क्रोकोडाइल को पीटता है और आखिर में इसे बहुत दूर फेंककर एक जोरदार पंच मार देता है। लूफी के इतने सारे पंच खाने के बाद क्रोकोडाइल वापस से खड़ा होता है और देखता है कि लूफी हद से ज्यादा गुस्से में है। क्रोकोडाइल अपना चाकू लेकर लूफी की तरफ आगे बढ़ता है। तुझे क्या लगता है मैं कौन हूँ? मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, पर मैं एक वॉरलॉर्ड से भी ज्यादा ताकतवर बन के दिखाऊंगा और तुमसे भी आगे जाऊंगा। और क्रोकोडाइल पे एक जोरदार वार करता है और क्रोकोडाइल हवा में उड़ जाता है। अलाबास्ता का राजा भी इस फाइट को देख रहा होता है। ये बच्चा तो बहुत ज्यादा ताकतवर है। क्रोकोडाइल लूफी की लात खाने के बाद हवा में उड़ रहा है अब तुम नहीं बचने वाले। और अपने हाथ में रेत का तूफान लेकर आ जाता है। अब तुम्हारे साथ पूरा एलू पारना तबाह होगा और ये मंदिर भी टूटने वाला है। लूफी अपने पेट को फुलाकर उसमें बहुत सारी हवा भर लेता है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और बहुत सारी हवा एक साथ रिलीज करता है, जिसकी वजह से लूफी किसी रॉकेट की तरह बन जाता है और हवा में उड़ जाता है और बहुत तेजी से गम गम पिस्टल का यूज करने लगता है क्रोकोडाइल के ऊपर। और क्रोकोडाइल भी अपनी सैंड वाली टेक्निक का यूज करने लगता है। क्रोकोडाइल अपनी सैंड से एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लेड तैयार करता है, इससे तुम्हारा हाथ कट जाएगा। लेकिन लूफी के हमले की वजह से इसका ब्लेड एक ही बार में टूट जाता है और क्रोकोडाइल के सैंड को चीरते हुए लूफी का पंच क्रोकोडाइल के ऊपर जाकर लगता है। कम कम गैटलिंग! लूफी क्रोकोडाइल के ऊपर हजारों मुक्कों से हमला करता है और बहुत बुरी तरह से पिटने लग जाता है। लूफी का अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि बेसमेंट की छत ही टूट जाती है और छत के टूटने के बाद जमीन भी टूटने लगती है। क्रोकोडाइल जमीन तोड़कर बाहर आता है और लूफी के अटैक की वजह से हवा में उड़ जाता है। इधर जोरो, उसॉप और ये सभी लोग रॉयल आर्मी और रेबल आर्मी को आपस में फाइट करने से रोक रहे होते हैं। तभी नामी की नजर आसमान में जाती है और देखती है कि क्रोकोडाइल हवा में उड़ रहा है। वीवी भी इसे देखती है। क्रोकोडाइल को इस हालत में देखकर वीवी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। क्या इसका मतलब लूफी ने इसको हरा दिया? लूफी का क्रू आसमान में देख रहा होता है। हमारा लूफी जीत गया। सांजी, जोरो और ये सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और इस तरफ वीवी जोर से चिल्लाती है, लड़ाई बंद कर दो। और इधर क्रोकोडाइल के हारने के बाद अलाबास्ता के अंदर वापस से बादल आने शुरू हो जाते हैं। इधर हम कोजा को देखते हैं जिसके अंदर अभी भी थोड़ी सी जान बाकी है और तभी उसके हाथों पर पानी की एक बूंद गिरती है। ये नहीं हो सकता। इसका मतलब पापा जो कहते थे वो सही था। अलाबास्ता अभी भी पहले जैसा है। और तभी आसमान में देखता है कि काले बादल आ चुके हैं और तभी यहाँ पर बारिश होने लगती है। तकाशी, रॉयल आर्मी और रेबल आर्मी ये सब कुछ देखते हैं और वीवी जोर से चिल्लाती है, अब तुम्हें लड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है। और वीवी की आवाज सुनकर सभी लोग इसे घूरने लगते हैं। सारे लोग रुक गए। वीवी की आवाज सभी तक पहुंच गई लगता है। और तभी क्रोकोडाइल आसमान से ऊपर गिरता है नीचे जमीन पर। ये क्रोकोडाइल है क्या? इन्हें क्या हो गया? साले, ये तेरा हीरो वीरो नहीं है, ये सब इसी ने किया था। पर सांजी उस आपको रोक लेता है। शांत हो जाओ सब, उन्हें सब कुछ पता चल जाएगा। अब हमारे सारे सपने पूरे हो चुके हैं। जिस इंसान ने ये सब कुछ किया था उसका अंत हो चुका है। अब वास्तव में पहले की तरह बारिश होनी शुरू हो चुकी है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या कहा आपने? अलाबास्ता पहले की तरह हो जाएगा? सॉरी गाइस, लाइट जा चुकी है इसलिए पी पी बज रहा है भाई, भी चाहिए, कुछ नहीं कर सकता भाई इसका मैं। और इस तरफ महल के अंडरग्राउंड के अंदर हम अलाबास्ता के राजा को देखते हैं और लूफी नीचे घायल पड़ा है जमीन पर। और राजा लूफी से कहता है, आज तुमने हमारी कंट्री को बचा लिया बच्चे। पता नहीं मैं किस मुंह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। आपको शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। और इधर वीवी अलाबास्ता के लोगों को समझाती है कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है और इन्हें अब लड़ने की जरूरत नहीं है। क्या ठीक हो गया है? हमने हमारी आंखों से देखा था। अलाबास्ता के राजा ने हमारे शहर में आकर उस पर आग लगाई थी। जब तक हम अलाबास्ता के राजा की जान नहीं ले लेते हम चैन से नहीं बैठने वाले। रेबल आर्मी गुस्से के मारे पागल हो जाती है। राजा को बाहर निकालो, हम अपनी तलवारों से उसका खून करेंगे। और तभी महल के ऊपर से एक आवाज आती है और हमें पता चलता है
कि ये चाका है जो कि अभी तक जिंदा है। भाई कोई मरता क्यों नहीं है इसमें, सारे जिंदा हो जाते हैं भाई। पहले भी जिंदा है क्या गाइस? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। चाका बोलता है, राजा के बारे में ये सब कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? रॉयल आर्मी चाका को जिंदा देखकर चौंक जाती है क्योंकि इन सभी को लगा था कि क्रोकोडाइल ने इसे मार दिया है। और तभी रॉयल आर्मी को पीछे से एक बंदे की आवाज सुनाई देती है और जब रॉयल आर्मी के लोग पीछे पलट कर देखते हैं तो इन सभी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। ये लोग देखते हैं कि पोई पोई यानी कि ईगराम यहाँ पर आ चुका है। इन सभी को खबर मिली थी कि ईगराम बहुत पहले ही मर चुका है। राजा के बारे में ये सब बोलना बंद करो। और वीवी भी ईगराम को जिंदा देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वीवी क्लॉक टावर से नीचे उतरने लगती है ताकि ईगराम से मिल सके। मैं नानोआना से इस छोटे से बच्चे को लेकर यहाँ पर आया हूँ। ये छोटा बच्चा अब तुम सभी को सच बताने वाला है। और गाइस ये वही बच्चा है जिस पर मिस्टर टू ने हमला किया था राजा की फॉर्म लेकर। ये छोटा बच्चा बताता है, हमारे राजा ने कुछ नहीं किया और इसका सबूत मैं हूँ। जब राजा ने नानोआना शहर में आग लगाई थी तो मैं छुप छुप कर राजा को देख रहा था और मैंने देखा जब आग लगाने के बाद राजा वहाँ से भागने लगा था तो उसने अपना चेहरा बदल लिया। वो कोई बहरूपिया था जो कि राजा का फेस लेकर नानोआना शहर में आया था। इससे साफ पता चलता है कि नानोआना में जो कुछ भी हुआ वो राजा की गलती नहीं थी। राजा निर्दोष है। ये सब कुछ राजा को फंसाने की एक चाल थी। इस बात को सुनकर कोजा भी चिल्लाकर कहता है, इस बच्चे ने बिल्कुल सही कहा, हमारा राजा बिल्कुल बेकसूर है। अब तो तुम्हारे लीडर ने भी बोल दिया। अब सभी लोग अपने हथियारों को नीचे गिरा दो और इस लड़ाई को यहीं पर खत्म कर दो। और ये बात सुनकर रेबल आर्मी अपने सभी हथियार गिरा देती है। हमें माफ कर दीजिएगा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने राजा को अपना दुश्मन समझ लिया, हमें माफ कर दीजिएगा। और तभी वीवी भी यहाँ पर आ जाती है वो सभी लोग कहाँ गए? और हम देखते हैं कि लूफी और इसका क्रू एलाबास्ता को छोड़कर यहाँ से जाने लगता है। तभी उनके सामने एलाबास्ता का राजा आ जाता है और इसने कंधे पर लूफी को उठाया होता है। सर आपके कंधे पर ये जो बच्चा है दरअसल वो हमारा कैप्टन है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि तुम सभी लोग इसके क्रू मेंबर्स हो? हाँ, यानी कि वो सभी लोग जिन्होंने वीवी को मेरे पास पहुंचाया और एलाबास्ता को बचाया है। और तभी वीवी भी यहाँ पर पहुँच जाती है। तुम्हारे कैप्टन ने हमारी जान बचाई है और इसने क्रोकोडाइल को हरा दिया। मुझे यकीन नहीं होता ये छोटा सा बच्चा एक वॉरलॉर्ड को हरा सकता है। अभी ये क्रोकोडाइल के जहर की वजह से बहुत कमजोर हो चुका है और बेहोशी की हालत में है, पर घबराने की जरूरत नहीं है, मैं इसका इलाज करूंगा। सर आप लूफी की चिंता मत कीजिए, इसे कुछ नहीं होगा। प्लीज आप अपनी सेना के पास जाइए और उनका हौसला बढ़ाइए प्लीज। और उन सभी को बताइए कि क्रोकोडाइल अब खत्म हो चुका है और अब सारी परेशानी हट चुकी है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा बच्ची। मुझे उन सभी के पास जाना होगा और उन्हें बताना होगा कि क्रोकोडाइल का साया हम पर से हट चुका है। तुम सभी लोग भी हमारे साथ चलो ना। तुम सभी ने तो ये सब कुछ किया है। तुम ने हमारी कंट्री को बचाया है। पर सांजी इस बात के लिए मना कर देता है, हम सभी पायरेट्स हैं और पायरेट्स कभी भी किसी भी कंट्री में अपनी टांग नहीं अड़ाते हैं। हाँ इसने सही कहा। और वैसे भी हम लोग बहुत थक चुके हैं वीवी, इसलिए हम लोग नहीं जा सकते। और राजा और वीवी यहाँ से चले जाते हैं। राजा के जाने के बाद लूफी के क्रू मेंबर्स जमीन पर गिर जाते हैं और सभी लोग यहीं पर सो जाते हैं क्योंकि ये सभी लोग हद से ज्यादा थक चुके थे। और इधर ईगराम और वो बच्चा पूरी रेबल आर्मी को सब कुछ सच सच बता चुका है कि क्रोकोडाइल कोई हीरो नहीं है बल्कि यही स्टार्टिंग से इनका असली दुश्मन था। ये बात सुनकर रेबल आर्मी के लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ये नहीं हो सकता, एलाबास्ता का राजा यानी कि क्रोकोडाइल हमारा असली दुश्मन था। तभी ताशिकी यहाँ पर आ जाती है। हाँ इस बच्चे ने सही कहा। क्रोकोडाइल ने आज तक बहुत सारे क्राइम्स किए हैं। पार्क वर्क्स नाम की एक इलीगल ऑर्गेनाइजेशन को चलाना और एलाबास्ता कंट्री से उसकी बारिश को छीन लेना। और इन्हीं सब क्राइम के चलते हुए मैं अभी इसी वक्त क्रोकोडाइल को अरेस्ट करती हूँ और इसी के साथ सरकार ने जितने भी टाइटल्स इस इंसान को दिए थे मैं वो सभी वापस लेती हूँ। पर आज अभी से ये क्रोकोडाइल कोई वॉर लॉर्ड नहीं रहेगा। मैं वॉर लॉर्ड का टाइटल इससे अभी छीनती हूँ। और क्रोकोडाइल के हारने के बाद हम सभी पार्क वर्क्स के एजेंट्स को देखते हैं। ये सभी लोग बुरी तरह से हार चुके हैं लूफी के क्रू मेंबर से और सभी लोग नीचे जमीन पर घायल पड़े हैं। लेकिन ये साला मिस्टर टू अभी तक नहीं मरा है और ये बंदा जिंदा है और उठकर यहाँ से जाने लगता है। इधर एलाबास्ता का राजा सभी रेबल आर्मी के लोगों को बताता है, क्रोकोडाइल अब हार चुका है और एलाबास्ता पहले की तरह हो जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे वादा करता हूँ कि हम एक नई शुरुआत करेंगे और मैं ये ऐलान करता हूँ कि अब एलाबास्ता के अंदर कोई भी इंसान भूखा नहीं मरेगा और किसी के पास पानी की कमी नहीं होगी। और राजा की इस स्पीच को सुनकर सभी लोग रोने लग जाते हैं। इधर हम कैप्टन स्मोकर को देखते हैं। स्मोकर एलाबास्ता के अंदर वापस आ जाता है और अपनी शिप के अंदर बैठा हुआ है। कैप्टन स्मोकर के बगल में एक लड़की खड़ी होती है जिसका नाम है हीना और ये लड़की नेवी की एक एलीट ऑफिसर है। तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? मंकी डी लूफी ने क्रोकोडाइल को हरा दिया है। क्रोकोडाइल के साथ साथ मैं उसकी शिप को भी लेकर जाना चाहता हूँ और उसी शिप को ढूंढने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है हीना। क्या है कि एलीट ऑफिसर हूँ, आखिर तुमने मुझे एक शिप के काम को ढूंढने के लिए यहाँ पर बुलाया है? हाँ स्मोकर, तुम बिल्कुल भी नहीं बदले। इधर लूफी का क्रू अभी भी सो रहा है। तभी सभी नेवी वाले इसके सामने आ जाते हैं। जल्दी इन सभी को अरेस्ट कर लो, इनमें से एक के ऊपर 30 मिलियन की बाउंटी है और ये सभी लोग पायरेट्स हैं, हमें इससे बढ़िया मौका नहीं मिलने वाला। पर ताशिकी इन सभी को मना करती है, नहीं इन लोगों को अरेस्ट नहीं करना है। इन लोगों ने ही एलाबास्ता को बचाया है। जो काम हमें करना चाहिए था वो काम इन सभी ने किया है। ये मेरा ऑर्डर है, कोई भी इन सभी को अरेस्ट नहीं करेगा। इधर हम वीवी और कोजा को देखते हैं जहाँ पर कोजा को लेकर जाया जा रहा है उसका इलाज करने के लिए। कोजा तुम ठीक हो जाओगी, तुम चिंता मत करो। वीवी तुमने सही कहा, जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं युवा शहर जाकर अपने पिताजी से मिलूंगा। उन्हें हमेशा से राजा पर यकीन था पर मैं ही पागल था जो कि राजा पर शक करता था। और इधर युवा शहर के अंदर कोजा के फादर बारिश को देख रहे हैं। युवा शहर की बंजर जमीन पर वापस से बारिश होने लगी है। मैं जानता था हमारे राजा ने कभी डांस पाउडर का यूज नहीं किया था। और हम देखते हैं कि एलाबास्ता के अलग अलग शहरों के सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हैं और कारो के परिवार वाले भी एलाबास्ता में वापस से बारिश को देखकर बहुत ज्यादा खुश हैं। और इधर आधी रात को लूफी के सभी क्रू मेंबर्स अलुबारना पैलेस के अंदर आराम कर रहे हैं और वीवी आधी रात को खिड़की से बाहर देख रही है। तभी ईगराम यहाँ पर आ जाता है। क्या आपको सोना नहीं है वीवी? मैंने बहुत सालों बाद अलुबारना के अंदर बारिश देखी है, आज मैं बारिश को देखना चाहती हूँ। अब इसके अगले दिन ताशिकी वापस आ चुकी है कैप्टन स्मोकर की शिप पर। हीना ताशिकी को देखती है बहुत दिनों बाद मिले ताशिकी। पर ताशिकी इसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देती है और आगे बढ़ने लगती है और देखती है कि स्मोकर इसके सामने बैठा
बैठा है। तुमने काफी बढ़िया काम किया ताशिकी। मैंने कोई काम नहीं किया, क्रोकोडाइल को मैंने नहीं, मंकी डी लूफी ने हराया है और एक नेवी के ऑफिसर होते हुए भी मैंने उसको अरेस्ट नहीं किया। मेरे पास मौका था। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुमने कोई बुरा काम किया है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि उन्हें अरेस्ट होना चाहिए था। उन लोगों ने एलाबास्ता को बचाया है। हाँ, तो तुम दुखी किस बात से हो ताशिकी? मैं बहुत कमजोर हूँ और मैं वहाँ पर कुछ नहीं कर पाई। तो इसमें रोने वाली क्या बात है? हम लोग ग्रैंड लाइन के अंदर हैं। यहाँ कमजोरों की जगह नहीं है। जाओ और जाकर ट्रेनिंग करो, खुद को और ज्यादा ताकतवर बनाओ ताशिकी। मैं समझ गई, मैं सबसे ज्यादा ताकतवर बनूंगी। ताशिकी के जाने के बाद स्मोकर को एक कॉल आती है और एक कॉल नेवी के सबसे बड़े हेडक्वार्टर से आया है और नेवी के सबसे बड़े हेडक्वार्टर के सबसे बड़े ऑफिसर स्मोकर से बात कर रहे होते हैं। मैंने सुना है तुम अलाबास्ता के अंदर हो और तुमने क्रोकोडाइल को हरा दिया है स्मोकर, और इस काम को करने के लिए तुम्हारा प्रमोशन किया जाता है और तुम्हें एक मेडल भी दिया जाएगा। वे तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने किसी क्रोकोडाइल को नहीं हराया है। वो मैं नहीं, मंकी डी लूफी था जिसने क्रोकोडाइल को हराया है। स्मोकर, थोड़ी तमीज से बात करो। वो बहुत बड़ी ब्रांच से बोल रहे हैं पागल। वो सबसे बड़े ऑफिसर है नेवी के, और ये तुम क्या बोल रहे हो? एक पायरेट ने पूरी कंट्री को बचा दिया। अगर ये बात पूरी दुनिया में फैल गई तो सभी लोग पायरेट्स को अच्छा मानने लगेंगे और नेवी की भी बहुत ज्यादा बदनामी होगी। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। जिसने जो काम किया है उसे उसको क्रेडिट मिलना ही चाहिए, चाहे वो क्रोकोडाइल को हराना हो या ब्राउन रंगाने को लिखना। सर जी, अपना मेडल और अपना प्रमोशन प्लीज अपने पास रखिए। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरा प्रमोशन करते हो या नहीं। क्या बात है भाई, स्मोकर तो वही बड़ा सही बंदा है। काश बादशाह भाई भी इतने ही अच्छे होते। अब इसके 3 दिन बाद हम चॉपर को देखते हैं जो कि लूफी के लिए एक जहर का एंटीडोट बना रहा होता है और तभी एक बूढ़ा आदमी इसके सामने आ जाता है और ये बूढ़ा इंसान चॉपर को देखकर कहता है, तुम्हें तो दवाइयों के बारे में काफी जानकारी है। आखिर तुम्हारा नाम क्या है बच्चे, और तुम कहाँ से आए हो? चॉपर इस बूढ़े आदमी को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और तभी वीवी यहाँ पर आ जाती है। दरअसल इसका नाम चॉपर है और ये ड्रम आइलैंड से यहाँ पर आया है और ये एक डॉक्टर भी है। क्या सच में? मैंने सुना था कि ड्रम आइलैंड के अंदर बेहतरीन डॉक्टर्स हैं। आज मैंने अपनी आंखों से देख भी लिया। और इधर लूफी घोड़े बेचकर सो रहा है और इधर सांजी और उसॉप बाजार में कुछ सामान लेने के लिए आए होते हैं। अलुबारना के लोग पैलेस को ठीक करने में लग चुके हैं। लगता है बहुत ही जल्द पहले की तरह हो जाएगा। और अलुबारना शहर से बहुत दूर जोरो बैठा होता है। मुझे और ज्यादा ताकतवर होना होगा। और जोरो ने अपने हाथों के ऊपर 2 बड़े बड़े पत्थर उठा रखे होते हैं। अगर मैं ताकतवर होता तो मिस्टर 2 मेरे सामने इतनी देर तक नहीं टिक पाता। और इधर हम अलाबास्ता के राजा और नामी को देखते हैं। क्या सच में मैं इन किताबों को रख सकती हूँ? हाँ, वैसे भी मैंने नहीं पढ़ता हूँ, ये तुम्हारे काम आ सकती है बच्ची। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और गेट के बाहर हम बहुत सारे नेवी ऑफिसर्स को देखते हैं और तभी चाका भी यहाँ पर आ जाता है। सर, हमें खबर मिली है कि बहुत सारे पायरेट्स आपके महल के अंदर छुपे हुए हैं। क्या बात कर रहे हो? आखिर हम अपने महल में पायरेट्स को क्यों रखने देंगे? हाँ, और तभी सांजी और उसॉप सामान लेकर इनके बगल में से निकलते हैं और महल के अंदर जाने लगते हैं। हाँ भी नेवी वालों, क्या हाल है? पर नेवी वाले इन्हें नहीं पहचानते कि ये पायरेट्स हैं। देखो कितने मासूम है। तुम्हें सच में लगता है ये पायरेट्स हो सकते हैं? हाँ, जी सर जी, आपने बिल्कुल सही कहा। शायद हमें कोई गलत फहमी हो चुकी है। और इधर महल के अंदर लूफी जग चुका है। क्या बढ़िया नींद आई। अरे भाई, कहाँ पर हूँ मैं? तुम लुबारना के पैलेस के अंदर हो। मेरी हैट कहाँ पर है? और वीवी लूफी को उसकी हैट वापस कर देती है। लूफी, क्रोकोडाइल की जहर की वजह से तुम पूरे 3 दिन तक बेहोश पड़े थे। चॉपर नहीं तुम्हारा इलाज किया है। चॉपर, शुक्रिया मेरा इलाज करने के लिए दोस्त। और तभी जोरो यहाँ पर आ जाता है। क्या ले जोरो, आखिरकार तुम्हें होश आ ही गया। हाँ, जोरो पानी पीने लगता है। 3 दिन हो गए तुम्हें। तुम क्या करने जाते हो इतनी दूर? हाँ, मैं अपना कुछ काम करने गया था। तुम्हें क्या मतलब है उससे? हाँ, मुझे मतलब है, ठीक है ना? मैं तुम सभी का डॉक्टर हूँ और मुझे पता होना चाहिए कि तुम सभी लोग कहाँ पर जाते हो। एक सेकंड भाई, मैं 3 दिन तक बेहोश था ना, तो मैंने तो खाने नहीं खाया भाई 3 दिन तक। और तभी कमरे का गेट ओपन हो जाता है और एक औरत आती है बहुत सारे फल लेकर। जोरो इस औरत को देखकर बुरी तरह से डर जाता है। ये तो ईगाराम है, ये जिंदा है? मैं ईगाराम नहीं हूँ, मैं उसकी पत्नी हूँ। पर तुम दोनों की शक्ल तो आपस में काफी मिलती है। जब तक रात का खाना नहीं बन जाता तुम्हें ये सारे फल खत्म करने होंगे। और तभी एक बार में ही लूफी इन सारे फलों को खा जाता है। साले, इतनी जल्दी कैसे खा ली तूने? अब इसके बाद राजमहल के टेबल के ऊपर सभी लोगों के लिए खाना तैयार किया जाता है और लूफी भी ठूस ठूस कर मीट खाने लगता है। ये देखकर राजमहल के सिपाही कहते हैं, ये बच्चा है कौन? इसे खाना खाने की बिल्कुल तमीज नहीं। और सभी लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। अब खाना खाने के बाद ये सभी लोग राजमहल के बाथरूम में आ जाते हैं नहाने के लिए। इतने बड़े बाथरूम को देखकर लूफी चिल्ला पड़ता है, मजा आ गया भाई। और इधर सांजी ईगाराम से कहता है, अरे ईगाराम, लड़कियों का बाथरूम कहाँ पर है? हाँ, अपनी बकवास करना बंद करो, हर की कहीं के और तभी राजा इन्हें बताता है, इस तरफ है। पागल हो गए हैं राधा जी, ये क्या कह रहे हैं? उसके अंदर बीवी भी है। और इधर वीवी और नामी नहा रही होती हैं भाई। और तभी सारे लोग यहाँ पर आ चुके हैं और इन दोनों को झांक कर देख रहे हैं। नामी इन सभी को देख लेती है और इन सभी के सामने जाकर अपने टॉवल को हटा देती है। ये क्या कर दिया भाई इसने? और देखने के बाद इनके नाक से खून आना शुरू हो जाता है। अब इसके बाद लूफी के आगे अलाबास्ता का राजा अपना सर झुकाता है। तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बच्चे। सर जी, एक राजा को किसी के भी सामने अपना सर नहीं झुकाना चाहिए। मैं ये जानता हूँ बच्चे, पर तुमने सच में हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। तुमने अलाबास्ता को बचाया है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और ईगाराम और चाका लूफी के वांटेड पोस्टर को देख रहे होते हैं। और अब लूफी के ऊपर की बाउंटी 30 मिलियन से बढ़कर 100 मिलियन तक हो चुकी है और अब नेवी हाथ धोकर इनके पीछे पड़ने वाली है। हमें उन दोनों को बताना होगा इसके बारे में। ईगाराम भागते हुए इन सभी के कमरे में आता है पर देखता है कि यहाँ पर वीवी के अलावा और कोई भी नहीं है। सब लोग कहाँ पर गए? आप तो जानते ही हो ना, वो सभी लोग पायरेट्स हैं और पायरेट्स एक जगह पर कभी नहीं रुकते, इसलिए वो लोग अलाबास्ता को छोड़कर जा रहे हैं। और इधर लूफी का क्रू लुबारना से बहुत दूर आ चुका है। सांजी, ये खाना तो बहुत बढ़िया भाई, तू
ऐसा खाना क्यों नहीं बनाता कभी है? कद्दू तोरी टिंडे बस यही बनाता रहा कर। हाँ तुम चिंता मत करो, मैंने अलाबास्ता के शेफ से बहुत सारी रेसिपीज ले ली हैं। नामी बहुत ज्यादा उदास होती है। नामी क्या हुआ? मैं जानता हूँ विवी आपकी बहुत अच्छी दोस्त थी, पर हम उससे दोबारा जरूर मिलेंगे। नहीं सांजी, दरअसल मैं एक चीज तो भूल ही गई। विवी की जान बचाने के बदले मुझे राजा से बहुत सारे पैसे मांगने थे। ये सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। अबे ओ लालची औरत, चुप कर जा। और दूसरी तरफ वीवी सोने की कोशिश कर रही है और अपने मन में अभी थोड़ी देर पहले का सीन सोचती है, जहाँ लूफी और उसके क्रू मेंबर्स को एक कॉल आती है जो कि मिस्टर 2 की तरफ से थी। मेरा नाम मिस्टर 2 है, तुम मुझे मिस्टर 2 के नाम से जानते हो बच्चे। तुम्हारी शिप को मैं नदी पर लेकर आ चुका हूँ। अगर तुम्हें तुम्हारी शिप सही सलामत वापस चाहिए तो नदी के किनारे आ जाओ जल्द से जल्द। और ऐसा बोलने के बाद मिस्टर 2 फोन को काट देता है। क्या मिस्टर 2 ने हमारी शिप को चुरा लिया? सांची यार, लगता है हमें नदी के किनारे जाना ही होगा। वैसे भी हमें अलाबास्ता छोड़ना ही था और समय भी हो चुका है। आप सभी लोग जा रहे हैं, प्लीज थोड़ी देर और रुक जाइए। अगर आप चल रहे हो तो मैं भी आपके साथ आना चाहती हूँ। हाँ वीवी, हमारा जाना जरूरी है क्योंकि हमारी शिप उसके पास है। पर अगर तुम्हें हमारे साथ आना है तो तुम आ सकती हो। अभी फैसला तुम्हारे हाथ में है वीवी, तुम्हें अलाबास्ता की राजकुमारी बनना है या हमारे साथ एक पायरेट। और ऐसा बोलने के बाद सभी लोग खिड़की से नीचे कूद जाते हैं। पर प्रेजेंट में वीवी सोच रही होती है कि इसे पायरेट बनना चाहिए या अलाबास्ता किंगडम की राजकुमारी। और इधर लूफी के सभी क्रू मेंबर्स अपनी शिप के पास पहुंच चुके हैं और देखते हैं कि मिस्टर 2 गोइंग मैरी के ऊपर खड़ा हुआ है। आखिरकार तुम लोग आ ही गए। हाँ अरे ये तो वही है ना गिरगिट, जो अपना रूप बदल सकता है। ताले गिरगिट किसे कहा तूने? हाँ आज से मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। नहीं, तुम हमारे दुश्मन हो। तुम बारक वक्स के ही एक मेंबर हो, है ना? अरे यार, बारक वक्स कंपनी अब खत्म हो चुकी है। क्रोकोडाइल के खत्म होने के साथ साथ वो कंपनी भी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। मैं बहुत मुश्किल से इस शिप को बचा कर लेकर आया हूँ। सारे नेवी वाले तुम्हारे पीछे पड़े हैं और अगर इस शिप को देख लेते तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुसीबत हो जाती। तुमने हमारी हेल्प क्यों करी? वो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारा पक्का दोस्त हूँ। और ये सुनकर ये सभी लोग फिर से नाचना शुरू कर देते हैं और मिस्टर 2 वापस से इन सभी का एक दोस्त बन जाता है। अब अगली सुबह एक एलीट ऑफिसर हीना को बताता है कि इन्हें स्ट्रॉ हैट की शिप मिल चुकी है और हीना उन सभी पर हमला करने का ऑर्डर दे देती है। हमले की तैयारी करना शुरू करो, कोई भी अलाबास्ता से बचकर भागने ना पाए। और इस तरफ इगराम सो रहा होता है और इगराम एक डरावना सा सपना देखकर जाग जाता है। इगराम सपने में देखता है कि वीवी एक पायरेट बन चुकी है और लूफी के साथ अलाबास्ता को छोड़कर जा चुकी है। ये देखकर इगराम बुरी तरह से घबरा जाता है और इसे वीवी की चिंता होने लगती है कि कहीं वीवी सच में अलाबास्ता को छोड़कर ना चली जाए। और इगराम भागकर वीवी के पास जाता है और देखता है कि वीवी तो अपने कमरे में ही है और वीवी तैयार हो रही होती है और उसे याद आता है कि आज वीवी की स्पीच है एलुबार्ना के लोगों के सामने। और इसके बाद इगराम को कमरे से मारकर भगा दिया जाता है। चलो वीवी तो अपने कमरे में ही है। और देखता है कि अलाबास्ता का राजा भी इसके सामने खड़ा है और राजा जैसे ही अपना सर घुमाता है तो हमें पता चलता है कि इसके सर के ऊपर भी एक बॉल उग चुकी है। राजा जी, आप भी राजकुमारी को चेक करने गए थे ना? ये बात तुमको किसने बताई? भाई साले दोनों ठक्की यार, ये क्या बंदे यार ये। आज अलुबारना में वीवी की स्पीच लाइव टेलीकास्ट की जाएगी और वीवी स्पीच के बारे में ही सोच रही होती है। और इधर इगराम चाका को बताता है कि एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। नेवी ने लूफी की शिप पर हमला कर दिया है जो कि अलाबास्ता जा रहे थे और उन सभी की जान खतरे में है। और इधर समुद्र में बहुत सारी तोपें चल रही हैं लूफी की शिप के ऊपर। जल्दी से कुछ करो, उन लोगों ने हम पर हमला कर दिया है। नेवी की सारी शिप्स ने लूफी की शिप के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया है लोहे की रॉड से, जिसकी वजह से लूफी की शिप बुरी तरह से डैमेज हो रही है और पानी के अंदर गिरने वाली है। और हम देखते हैं कि मिस्टर 2 की शिप भी लूफी की शिप के बिल्कुल पीछे है। चॉपर कहता है, मैं जल्दी से सारे छेदों को भर कर आता हूँ वरना ये शिप डूब जाएगी। अरे यार, अगर ये पास की लड़ाई होती तो भी मैं इन सभी नेवी वालों को खत्म कर देता। पर ये सभी लोग बहुत डिस्टेंस पर रहकर हमला कर रहे हैं और इन सभी ने इन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। अब इसके बाद हम एक अजीब से आदमी को देखते हैं जो कि एक नेवी की शिप के ऊपर खड़ा हुआ है और इसकी नजर लूफी की शिप के ऊपर है। जानी, अब तुम नहीं बचने वाले जानी। और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि जांगो है, जिसे हम बहुत पहले से जानते हैं, जो कि कैप्टन कूरो के साथ काम करता था। और इसके बगल में फुल बॉडी भी है जिसे सांजी ने पीटा था, जैसा कि हम पहले के पार्ट्स में देख चुके हैं। लूफी जांगो को देखता है, अरे ये तो वही है हिप्नोटाइज करने वाला पायरेट। और ये नेवी में क्या कर रहा है? इतना ही नहीं, लूफी उसके बगल में एक और आदमी है और शायद मैं उसे जानता हूँ। अरे फुल बॉडी सांजी से कहता है, आखिरकार मुझे वो घटिया कुक मिल ही गया। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इस स्ट्रॉ हैट वाले की शिप को उड़ा दो। और जैसे ही फुल बॉडी ये ऑर्डर देता है तभी इनकी खुद की शिप ही तबाह हो जाती है। ये देखकर लूफी को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर ये भी हुआ क्या। और लूफी अपने बगल में देखता है कि ये काम उसप का है और उसप का मुंह शौक से खुला का खुला रह जाता है। देखा लूफी, मेरा निशाना, ये काम मैंने किया है। और तभी मिस्टर 2 के आदमी चिल्लाकर मिस्टर 2 को बताते हैं कि हीना यहाँ पर आ चुकी है। सर जी, हीना यहाँ पर आ गई है। अब हमारा बचने का कोई चांस नहीं। अब हमारा क्या होगा? हीना कौन है भैया? अरे ढक्कन बच्चे, वो एक बहुत ही खतरनाक नेवी की ऑफिसर है। और हम देखते हैं कि हीना की शिप भी यहाँ पर आ चुकी है। इस स्ट्रॉ हैट वालों की शिप यहाँ से बचकर नहीं जानी चाहिए। हमें कुछ भी करके इन्हें अलाबास्ता से बाहर नहीं जाने देना है। इधर मिस्टर 2 इन सभी से कहता है, हमें जल्दी करना होगा, अलाबास्ता से बाहर जाना होगा वरना नेवी हमको पकड़ लेगी। जाएंगे जाएंगे, पर अभी हमें थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। अरे भाई, किसका इंतजार करना है? हमारी मौत हमारे सामने खड़ी है। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? सभी नेवी ऑफिसर्स यहाँ पर आ रहे हैं। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन हमारी दोस्त बहुत ही जल्द यहाँ पर आने वाली है और हमें उसे अपने क्रू में शामिल भी करना है, इसलिए हमें अभी थोड़ी देर और इंतजार करना होगा। और इस तरफ अलुबारना के अंदर वीवी अपनी स्पीच के लिए तैयार हो चुकी है। क्या बात है भाई, सोनी लग रही है। और अलुबारना किंगडम के सभी लोग वीवी की स्पीच के लिए बाहर खड़े हैं और राजा वीवी की माँ की तस्वीर को देखकर कहता है, आज हमारी बेटी की स्पीच है, उसे आशीर्वाद देना। और मिस्टर 2 अपने क्रू से कहता है, तो जैसा कि तुम सभी ने सुना, लूफी यहीं पर इंतजार करने वाला है, इसलिए हम सभी को लूफी की हेल्प करनी है। हाँ सर, आपने सही कहा, हम लूफी की मदद जरूर करेंगे। और मिस्टर 2 रोते हुए लूफी से कहता है, हम हमेशा दोस्त रहेंगे लूफी भाई। और मिस्टर 2 अपने साथियों को लेकर लूफी की शिप से बहुत दूर चला जाता है। नेवी के ऑफिसर्स ये सब देखते हैं और हीना को बताते हैं कि इनमें से एक शिप यहाँ से भागने की कोशिश कर रही है। उन्हें भागने मत दो, जरूर उन्हीं के अंदर वो स्ट्रॉ हैट वाला पायरेट भी होगा जो कि हमें चकमा देकर
भागने की कोशिश करने वाला है। और नेवी की सारी शिप्स मिस्टर 2 की शिप के पीछे पड़ जाती हैं और हीना और इसके बाकी के ऑफिसर्स मिस्टर 2 की शिप को पकड़ लेते हैं। पर हीना देखती है कि यहाँ पर स्ट्रॉ हैट के पायरेट्स तो है ही नहीं, यहाँ पर तो कुछ अजीब से लोग हैं जो कि उनका फेस लिखकर भाग रहे थे। ये देखकर मिस्टर 2 हंसने लग जाता है। मैंने तुम्हें बहुत अच्छा उल्लू बनाया हीना। तुम जानते हो ना इसका अंजाम क्या हो सकता है। अब तुम नहीं बचने वाले। मैंने मेरे दोस्तों की जान बचाई है क्योंकि मैं उनका एक सच्चा दोस्त हूँ। अगर ये करने के लिए मुझे मरना भी पड़े तो मैं मर जाऊंगा। मिस्टर 2 इमोशनल बातें करने लगता है और ये सुनकर इसके सभी साथी इस पर फूल बरसाने लग जाते हैं ताकि ये एनीमे थोड़ा सा और इमोशनल बन सके। और इधर दूर से लूफी और उसके सभी क्रू मेंबर्स दिखते हैं कि मिस्टर 2 की शिप को पकड़ लिया गया है। नेवी ने इन सभी को पकड़ लिया है और तभी मिस्टर 2 के सभी साथी नेवी की शिप के ऊपर हमला कर देते हैं। हमें अपने दोस्तों की जान बचानी होगी। चलो सभी लोग आगे बढ़ो। और इसी तरह से मिस्टर 2 और नेवी की शिप के बीच में एक फाइट शुरू हो जाती है। लूफी और ये सभी लोग रोते हुए देखते हैं कि मिस्टर 2 इनके लिए क्या कुछ कर रहा है। हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे मिस्टर 2। मिस्टर 2 कितना अच्छा दोस्त है। और इधर अलुबारना के महल के अंदर राजकुमारी विवी ईगराम से कुछ कहती है। राजकुमारी जी, मैं ये नहीं कर सकता। नहीं तुम्हें करना ही होगा ईगराम। उधर वो सभी लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। और अलुबारना के महल के बाहर सभी लोग विवी के आने का इंतजार कर रहे हैं और विवी अलुबारना पैलेस के ऊपर आ जाती है और अपने हाथ में एक माइक रखकर कहती है, आज मैं आप सभी को एक चीज के बारे में बताना चाहती हूँ। अब मजा आने वाला है, क्या बात है। विवी की ये स्पीच एलाबास्ता के हर एक शहर के अंदर टेलीकास्ट की जाती है। मैंने अपने सफर में बहुत अजीब चीजें देखी हैं, जैसे कि लिटिल गार्डन नाम का एक एंशिएंट आइलैंड और बहुत सारे अजीब समुद्री राक्षस और बहुत सारे अजीब जानवर भी। यहाँ तक कि मैंने एक ऐसा अजीब जानवर भी देखा जो कि बोल सकता है और एक डॉक्टर भी है। और ग्रैंडलैंड का ये सफर बहुत ज्यादा खतरनाक था। हर पल खतरा आपके सर के ऊपर था, पर हमेशा मेरे दोस्तों ने मेरी जान बचाई। और इधर लूफी और उसका क्रू नेवी वालों से जान बचाकर बहुत दूर आ चुके हैं और लूफी सामने की तरफ देख रहा होता है। विवी का इंतजार कर रहा है। लूफी विवी नहीं आने वाली, उसे पायरेट नहीं बनना, वो एक राजकुमारी ही बनना चाहती है। वैसे भी वो भी अलुबारना के अंदर स्पीच दे रही है, उसकी आवाज यहाँ तक आ रही है। हाँ, इसने बिल्कुल सही कहा, हमें और इंतजार नहीं करना चाहिए लूफी। और तभी उसॉप भागते हुए यहाँ पर आता है। अरे यार, यहाँ पर क्या खड़े हो, नेवी वाले आ चुके हैं। और इधर अलुबारना के लोग बहुत ज्यादा हैरान हो चुके हैं क्योंकि उनके सामने एक बहुत अजीब चीज है। उन्हें पता चलता है कि उनके सामने जो राजकुमारी थी वो नकली है। ये बंदा ईगराम है राजकुमारी के कपड़ों में। और इधर लूफी को कोई आवाज लगाता है और जैसे ही लूफी पीछे मुड़कर देखता है तो हम देखते हैं कि कारू और विवी यहाँ पर आ चुके हैं। कारू, हमें पता था विवी तुम जरूर आओगी। और कारू और विवी भी इन दोनों को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी विवी अपना माइक निकालती है और कुछ कहती है। लूफी, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे क्रू में शामिल नहीं हो सकती। मुझे एक राजकुमारी के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों को निभाना होगा और मैं यहाँ पर तुम्हें अलविदा कहने आई हूँ। और ये बात जो अभी विवी ने कही ये अलाबास्ता के हर एक कोने में जाती है। और ये बात सुनकर अलुबारना के लोग हैरान हो जाते हैं कि विवी किस बारे में बात कर रही है और इस वक्त विवी कहाँ पर है। और तभी ईगराम जो कि विवी के कपड़ों में है, ये इन सभी का ध्यान भटकाने के लिए डांस करने लगता है और इसका डांस देखकर विवी की उस बात को भूल जाते हैं और ईगराम पर हंसना शुरू कर देते हैं। और इधर विवी कहती है, तुम सभी ने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की है, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी ने सच में मुझे एक नई जिंदगी दी है। और लूफी भी इस बात के लिए मान जाता है कि विवी एलाबास्ता के अंदर रुक रही है। विवी रोने लगती है और लूफी से कहती है, क्या हम फिर से दोबारा मिल सकते हैं? और जब हम दोबारा मिलेंगे तो क्या तुम मुझे अपने दोस्त कहोगे? क्या तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे? और जैसे ही लूफी जोर से चिल्लाने लगता है, नामी इसका मुंह बंद कर देती है। साले चुप कर जाओ, नेवी को पता चल जाएगा कि हम कहाँ पर हैं। अगर हमने अभी कुछ भी कहा तो नेवी हमारे पीछे पड़ जाएगी लूफी। और नामी की ये बात सुनकर सभी लोग अपना मुंह मोड़ लेते हैं बिना विवी को जवाब दिए। और विवी को जवाब नहीं मिलता जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और विवी को लगता है कि अब ये लोग इसके दोस्त नहीं रहे। लेकिन तभी विवी देखती है लूफी अपना हाथ ऊपर उठाता है और सभी लोग भी अपने हाथ को ऊपर उठाते हैं और अपने हाथ पर बने हुए उस निशान को दिखाते हैं विवी को। ये इनकी दोस्ती की निशानी है जो कि इन लोगों ने एलाबास्ता के अंदर एंटर करते ही बनाई थी। और ठीक ऐसा ही निशान विवी के हाथ पर भी होता है और विवी समझ जाती है कि ये अभी भी इन सभी की दोस्त है। और ये सभी लोग विवी को गुड बाय कहकर यहाँ से जाने लगते हैं। और तभी नेवी की शिप यहाँ पर आ जाती है सरेंडर कर दो, तुम्हारे पास अभी भी समय है। और बहुत सारी तोपें चलाने लगती हैं गोइंग मैरी के ऊपर और लूफी की शिप के ऊपर पानी उड़ने लगता है। लेकिन अभी भी ये सभी लोग अपना हाथ ऊपर करके खड़े हैं और विवी को अपनी दोस्ती की निशानी दिखा रहे हैं। ये देखकर विवी खुशी के मारे रोने लगती है। नहीं, मुझे नहीं रोना चाहिए। ये सभी लोग अपने सपने को पूरा करने के लिए जा रहे हैं। मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। शुक्रिया। दरअसल ये क्रॉस इन सभी ने इसलिए बनाया था ताकि ये लोग पहचान सके कि इनका असली दोस्त कौन है। और ये क्रॉस इनकी दोस्ती को दर्शाता है और इस क्रॉस का मतलब है कि ये लोग हमेशा हमेशा के लिए दोस्त रहेंगे और ये लोग विवी को कभी नहीं भूलेंगे। अब इसके बाद ये सभी लोग अपने एक नए सफर के लिए निकल चुके हैं। लेकिन जैसे ये लोग थोड़ी दूर जाते हैं तो ये देखते हैं कि इनकी शिप के ऊपर मिस ऑल संडे यानी कि निको रॉबिन आ चुकी है। जी हाँ गाइज, ये मैडम अभी भी जिंदा है और इसे देखकर सभी लोग हैरान हैं एक्सेप्ट सांजी जो कि अभी भी इस पर सिंपिंग कर रहा है। और निको रॉबिन भी इन सभी के साथ इनके सफर पर जाना चाहती है। ये लूफी की शिप के ऊपर आकर पूरे हक के साथ कह रही है कि इनके साथ सफर करेगी। और ऐसा भी नहीं है कि ये पूछ रही है, ये लड़की इन्हें बता रही है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि लूफी ने इसकी जान बचाई थी। और हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं। क्रोकोडाइल को हराने के बाद लूफी ने निको रॉबिन की जान बचाई थी और अब क्योंकि लूफी ने इसकी जान बचाई है तो अब लूफी का ये फर्ज बनता है कि ये निको रॉबिन का ख्याल रखे। और इसी के साथ हमारे क्रू में एक नया क्रू मेंबर ज्वाइन हो जाता है। ये लड़की बिल्कुल भी कमजोर नहीं है क्योंकि इसके ऊपर 7 करोड़ 90 लाख की बाउंटी है। और गाइस, अब अलाबास्ता से निकलने के बाद लूफी और जोरो के ऊपर बहुत ज्यादा इनाम लग चुका है। लूफी के ऊपर 100 मिलियंस का इनाम लग चुका है और जोरो के ऊपर 60 मिलियंस का। और अब इसी के साथ ये सभी लोग अपने नए सफर के लिए निकल चुके हैं। तो अगली सुबह एक एलीट ऑफिसर हीना को बताता है कि इन्हें स्ट्रॉ हैट की शिप मिल चुकी है और हीना उन सभी पर हमला करने का ऑर्डर दे देती है। हमले की तैयारी करना शुरू करो, कोई भी एलाबास्ता से बचकर भागने ना पाए। और इस तरफ ईगराम सो रहा होता है और
इगराम एक डरावना सा सपना देखकर जाग जाता है। इगराम सपने में देखता है कि वीवी एक पायरेट बन चुकी है और लूफी के साथ अलाबास्ता को छोड़कर जा चुकी है। ये देखकर इगराम बुरी तरह से घबरा जाता है और इसे वीवी की चिंता होने लगती है कि कहीं वीवी सच में अलाबास्ता को छोड़कर ना चली जाए। और इगराम भागकर वीवी के पास जाता है और देखता है कि वीवी तो अपने कमरे में ही है और वीवी तैयार हो रही होती है और उसे याद आता है कि आज वीवी की स्पीच है एलुबार्ना के लोगों के सामने। और इसके बाद इगराम को कमरे से मारकर भगा दिया जाता है। चलो वीवी तो अपने कमरे में ही है। और देखता है कि अलाबास्ता का राजा भी इसके सामने खड़ा है और राजा जैसे ही अपना सर घुमाता है तो हमें पता चलता है कि इसके सर के ऊपर भी एक बॉल उग चुकी है। राजा जी, आप भी राजकुमारी को चेक करने गए थे ना? ये बात तुमको किसने बताई? भाई साले दोनों ही ठरकी यार, ये क्या बंदे यार ये। आज अल्लुबार्ना में वीवी की स्पीच लाइव टेलीकास्ट की जाएगी और वीवी स्पीच के बारे में ही सोच रही होती है। और इधर इगराम चाका को बताता है कि एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। नेवी ने लूफी की शिप पर हमला कर दिया है जो कि अलाबास्ता जा रहे थे और उन सभी की जान खतरे में है। और इधर समुद्र में बहुत सारी तोपें चल रही हैं लूफी की शिप के ऊपर। जल्दी से कुछ करो, उन लोगों ने हम पर हमला कर दिया है। नेवी की सारी शिप्स ने लूफी की शिप के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया है लोहे की रॉड से, जिसकी वजह से लूफी की शिप बुरी तरह से डैमेज हो रही है और पानी के अंदर गिरने वाली है। और हम देखते हैं कि मिस्टर 2 की शिप भी लूफी की शिप के बिल्कुल पीछे है। चॉपर कहता है, मैं जल्दी से सारे छेदों को भर कर आता हूँ वरना ये शिप डूब जाएगी। अरे यार, अगर ये पास की लड़ाई होती तो भी मैं इन सभी नेवी वालों को खत्म कर देता, पर ये सभी लोग बहुत डिस्टेंस पर रहकर हमला कर रहे हैं और इन सभी ने इन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। अब इसके बाद हम एक अजीब से आदमी को देखते हैं जो कि एक नेवी की शिप के ऊपर खड़ा हुआ है और इसकी नजर लूफी की शिप के ऊपर है। जानी, अब तुम नहीं बचने वाले जानी। और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि जांगो है, जिसे हम बहुत पहले से जानते हैं, जो कि कैप्टन कूरो के साथ काम करता था। और इसके बगल में फुल बॉडी भी है जिसे सांजी ने पीटा था, जैसा कि हम पहले के पार्ट्स में देख चुके हैं। लूफी जांगो को देखता है, अरे ये तो वही है हिप्नोटाइज करने वाला पायरेट, पर ये नेवी में क्या कर रहा है। इतना ही नहीं, लूफी उसके बगल में एक और आदमी है और शायद मैं उसे जानता हूँ। अरे फुल बॉडी सांजी से कहता है, आखिरकार मुझे वो घटिया कुक मिल ही गया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, इस स्ट्रॉ हैट वाले की शिप को उड़ा दो। और जैसे ही फुल बॉडी ये ऑर्डर देता है तभी इनकी खुद की शिप ही तबाह हो जाती है। ये देखकर लूफी को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर ये भी हुआ क्या। और लूफी अपने बगल में देखता है कि ये काम उसप का है और उसप का मुंह शौक से खुला का खुला रह जाता है। देखा लूफी, मेरा निशाना, ये काम मैंने किया है। और तभी मिस्टर 2 के आदमी चिल्लाकर मिस्टर 2 को बताते हैं कि हीना यहाँ पर आ चुकी है। सर जी, हीना यहाँ पर आ गई है, अब हमारा बचने का कोई चांस नहीं। अब हमारा क्या होगा? हीना कौन है भैया? अरे ढक्कन बच्चे, वो एक बहुत ही खतरनाक नेवी की ऑफिसर है। और हम देखते हैं कि हीना की शिप भी यहाँ पर आ चुकी है। इस स्ट्रॉ हैट वालों की शिप यहाँ से बचकर नहीं जानी चाहिए, हमें कुछ भी करके इन्हें अलाबास्ता से बाहर नहीं जाने देना है। इधर मिस्टर 2 इन सभी से कहता है, हमें जल्दी करना होगा, एलाबास्ता से बाहर जाना होगा वरना नेवी हमको पकड़ लेगी। जाएंगे जाएंगे, पर अभी हमें थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। अरे भाई, किसका इंतजार करना है? हमारी मौत हमारे सामने खड़ी है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? सभी नेवी ऑफिसर्स यहाँ पर आ रहे हैं। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन हमारी दोस्त बहुत ही जल्द यहाँ पर आने वाली है और हमें उसे अपने क्रू में शामिल भी करना है, इसलिए हमें अभी थोड़ी देर और इंतजार करना होगा। और इस तरफ अल्लुबार्ना के अंदर वीवी अपनी स्पीच के लिए तैयार हो चुकी है। क्या बात है भाई, सोनी लग रही है। और अल्लुबार्ना किंगडम के सभी लोग वीवी की स्पीच के लिए बाहर खड़े हैं और राजा वीवी की माँ की तस्वीर को देखकर कहता है, आज हमारी बेटी की स्पीच है, उसे आशीर्वाद देना। और मिस्टर 2 अपने क्रू से कहता है, तो जैसा कि तुम सभी ने सुना, लूफी यहीं पर इंतजार करने वाला है, इसलिए हम सभी को लूफी की हेल्प करनी है। हाँ सर, आपने सही कहा, हम लूफी की मदद जरूर करेंगे। और मिस्टर 2 रोते हुए लूफी से कहता है, हम हमेशा दोस्त रहेंगे लूफी भाई। और मिस्टर 2 अपने साथियों को लेकर लूफी की शिप से बहुत दूर चला जाता है। नेवी के ऑफिसर्स ये सब देखते हैं और हीना को बताते हैं कि इनमें से एक शिप यहाँ से भागने की कोशिश कर रही है। उन्हें भागने मत दो, जरूर उन्हीं के अंदर वो स्ट्रॉ हैट वाला पायरेट भी होगा जो कि हमें चकमा देकर भागने की कोशिश करने वाला है। और नेवी की सारी शिप्स मिस्टर 2 की शिप के पीछे पड़ जाती हैं और हीना और इसके बाकी के ऑफिसर्स मिस्टर 2 की शिप को पकड़ लेते हैं। पर हीना देखती है कि यहाँ पर स्ट्रॉ हैट के पायरेट्स तो है ही नहीं, यहाँ पर तो कुछ अजीब से लोग हैं जो कि उनका फेस लेकर भाग रहे थे। ये देखकर मिस्टर 2 हंसने लग जाता है। मैंने तुम्हें बहुत अच्छा उल्लू बनाया हीना। तुम जानते हो ना इसका अंजाम क्या हो सकता है, अब तुम नहीं बचने वाले। मैंने मेरे दोस्तों की जान बचाई है क्योंकि मैं उनका एक सच्चा दोस्त हूँ। अगर ये करने के लिए मुझे मरना भी पड़े तो मैं मर जाऊंगा। मिस्टर 2 इमोशनल बातें करने लगता है और ये सुनकर इसके सभी साथी इस पर फूल बरसाने लग जाते हैं ताकि ये एनीमे थोड़ा सा और इमोशनल बन सके। और इधर दूर से लूफी और उसके सभी क्रू मेंबर्स देखते हैं कि मिस्टर 2 की शिप को पकड़ लिया गया है। नेवी ने इन सभी को पकड़ लिया है और तभी मिस्टर 2 के सभी साथी नेवी की शिप के ऊपर हमला कर देते हैं। हमें अपने दोस्तों की जान बतानी होगी, चलो सभी लोग आगे बढ़ो। और इसी तरह से मिस्टर 2 और नेवी की शिप के बीच में एक फाइट शुरू हो जाती है। लूफी और ये सभी लोग रोते हुए देखते हैं कि मिस्टर 2 इनके लिए क्या कुछ कर रहा है। हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे मिस्टर 2। मिस्टर 2 कितना अच्छा दोस्त है। और इधर अल्लुबार्ना के महल के अंदर राजकुमारी वीवी ईगराम से कुछ कहती है, राजकुमारी जी, मैं ये नहीं कर सकता। नहीं तुम्हें करना ही होगा ईगराम, उधर वो सभी लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। और अल्लुबार्ना के महल के बाहर सभी लोग वीवी के आने का इंतजार कर रहे हैं। और वीवी अल्लुबार्ना पैलेस के ऊपर आ जाती है और अपने हाथ में एक माइक रखकर कहती है, आज मैं आप सभी को एक चीज के बारे में बताना चाहती हूँ। अब मजा आने वाला है, क्या बात है। वीवी की ये स्पीच अलाबास्ता के हर एक शहर के अंदर टेलीकास्ट की जाती है। मैंने अपने सफर में बहुत अजीब चीजें देखी हैं, जैसे कि लिटिल गार्डन नाम का एक एंशिएंट आइलैंड और बहुत सारे अजीब समुद्री राक्षस और बहुत सारे अजीब जानवर भी। यहाँ तक कि मैंने एक ऐसा अजीब जानवर भी देखा जो कि बोल सकता है और एक डॉक्टर भी है। और ग्रैनलैंड का ये सफर बहुत ज्यादा खतरनाक था, हर पल खतरा आपकी सर के ऊपर था, पर हमेशा मेरे दोस्तों ने मेरी जान बचाई। और इधर लूफी और उसका क्रू नेवी वालों से जान बचाकर बहुत दूर आ चुके हैं और लूफी सामने की तरफ देख रहा होता है, वीवी का इंतजार कर रहा है। लूफी वीवी नहीं आने वाली, उसे पायरेट नहीं बनना, वो एक राजकुमारी ही बनना चाहती है। वैसे भी वो भी अल्लुबार्ना के अंदर स्पीच दे रही है, उसकी आवाज यहाँ तक आ रही है। हाँ इसने बिल्कुल सही कहा, हमें और इंतजार नहीं करना चाहिए लूफी। और तभी उस
भागते हुए यहाँ पर आता है। अरे यार, यहाँ पर क्या खड़े हो, नेवी वाले आ चुके हैं। और इधर एलुबार्ना के लोग बहुत ज्यादा हैरान हो चुके हैं क्योंकि उनके सामने एक बहुत अजीब चीज है। उन्हें पता चलता है कि उनके सामने जो राजकुमारी थी वो नकली है। ये बंदा ईगराम है राजकुमारी के कपड़ों में। और इधर लूफी को कोई आवाज लगाता है और जैसे ही लूफी पीछे मुड़कर देखता है तो हम देखते हैं कि कारू और वीवी यहाँ पर आ चुके हैं। कारू, हमें पता था वीवी तुम जरूर आओगी। और कारू और वीवी भी इन दोनों को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी वीवी अपना माइक निकालती है और कुछ कहती है। लूफी, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे क्रू में शामिल नहीं हो सकती। मुझे एक राजकुमारी के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों को निभाना होगा और मैं यहाँ पर तुम्हें अलविदा कहने आई हूँ। और ये बात जो अभी वीवी ने कही ये अलाबास्ता के हर एक कोने में जाती है। और ये बात सुनकर एलुबार्ना के लोग हैरान हो जाते हैं कि वीवी किस बारे में बात कर रही है और इस वक्त वीवी कहाँ पर है। और तभी ईगराम जो कि वीवी के कपड़ों में है ये इन सभी का ध्यान भटकाने के लिए डांस करने लगता है। और इसका डांस देखकर वीवी की उस बात को भूल जाते हैं और ईगराम पर हंसना शुरू कर देते हैं। और इधर वीवी कहती है, तुम सभी ने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की है, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी ने सच में मुझे एक नई जिंदगी दी है। और लूफी भी इस बात के लिए मान जाता है कि वीवी एलाबास्ता के अंदर रुक रही है। वीवी रोने लगती है और लूफी से कहती है, क्या हम फिर से दोबारा मिल सकते हैं? और जब हम दोबारा मिलेंगे तो क्या तुम मुझे अपनी दोस्त कहोगे? क्या तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे? और जैसे ही लूफी जोर से चिल्लाने लगता है नामी इसका मुंह बंद कर देती है। साले चुप कर जाओ, नेवी को पता चल जाएगा कि हम कहाँ पर हैं। अगर हमने अभी कुछ भी कहा तो नेवी हमारे पीछे पड़ जाएगी। लूफी और नामी की ये बात सुनकर सभी लोग अपना मुंह मोड़ लेते हैं बिना वीवी को जवाब दिए। और वीवी को जवाब नहीं मिलता जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। और वीवी को लगता है कि अब ये लोग इसके दोस्त नहीं रहे। लेकिन तभी वीवी देखती है लूफी अपना हाथ ऊपर उठाता है और सभी लोग भी अपने हाथ को ऊपर उठाते हैं और अपने हाथ पर बने हुए उस निशान को दिखाते हैं वीवी को। ये इनकी दोस्ती की निशानी है जो कि इन लोगों ने एलाबास्ता के अंदर एंटर करते ही बनाई थी। और ठीक ऐसा ही निशान वीवी के हाथ पर भी होता है। और वीवी समझ जाती है कि ये अभी भी इन सभी की दोस्त है। और ये सभी लोग वीवी को गुड बाय कहकर यहाँ से जाने लगते हैं। और तभी नेवी की शिप यहाँ पर आ जाती है सरेंडर कर दो, तुम्हारे पास अभी भी समय है। और बहुत सारी तोपें चलाने लगती हैं गोइंग मैरी के ऊपर। और लूफी की शिप के ऊपर पानी उड़ने लगता है। लेकिन अभी भी ये सभी लोग अपना हाथ ऊपर करके खड़े हैं और वीवी को अपनी दोस्ती की निशानी दिखा रहे हैं। ये देखकर वीवी खुशी के मारे रोने लगती है। नहीं, मुझे नहीं रोना चाहिए। ये सभी लोग अपने सपने को पूरा करने के लिए जा रहे हैं। मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। शुक्रिया। दरअसल ये क्रॉस इन सभी ने इसलिए बनाया था ताकि ये लोग पहचान सके कि इनका असली दोस्त कौन है। और ये क्रॉस इनकी दोस्ती को दर्शाता है। और इस क्रॉस का मतलब है कि ये लोग हमेशा हमेशा के लिए दोस्त रहेंगे और ये लोग वीवी को कभी नहीं भूलेंगे। अब इसके बाद ये सभी लोग अपने एक नए सफर के लिए निकल चुके हैं। लेकिन जैसे ये लोग थोड़ी दूर जाते हैं तो ये देखते हैं कि इनकी शिप के ऊपर मिस ऑल संडे यानी कि निको रॉबिन आ चुकी है। जी हाँ गाइज, ये मैडम अभी भी जिंदा है। और इसे देखकर सभी लोग हैरान हैं एक्सेप्ट सांची जो कि अभी भी इस पर सिंपिंग कर रहा है। और निको रॉबिन भी इन सभी के साथ इनके सफर पर जाना चाहती है। ये लूफी की शिप के ऊपर आकर पूरे हक के साथ कह रही है कि इनके साथ सफर करेगी। और ऐसा भी नहीं है कि ये पूछ रही है, ये लड़की इन्हें बता रही है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि लूफी ने इसकी जान बचाई थी। और हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं। क्रोकोडाइल को हराने के बाद लूफी ने निको रॉबिन की जान बचाई थी। और अब क्योंकि लूफी ने इसकी जान बचाई है तो अब लूफी का ये फर्ज बनता है कि ये निको रॉबिन का ख्याल रखे। और इसी के साथ हमारे क्रू में एक नया क्रू मेंबर ज्वाइन हो जाता है। ये लड़की बिल्कुल भी कमजोर नहीं है क्योंकि इसके ऊपर 7 करोड़ 90 लाख की बाउंटी है। और गाइस, अब अलाबास्ता से निकलने के बाद लूफी और जोरो के ऊपर बहुत ज्यादा इनाम लग चुका है। लूफी के ऊपर 100 मिलियंस का इनाम लग चुका है और जोरो के ऊपर 60 मिलियंस का। और अब इसी के साथ ये सभी लोग अपने नए सफर के लिए निकल चुके हैं। हम लूफी की शिप को देखते हैं जहाँ ये सभी लोग अलाबास्ता का छोड़कर अपने आगे के सफर के लिए निकल चुके हैं। पर तभी रास्ते में इनकी शिप के ऊपर बहुत सारे लकड़ियों के टुकड़े आसमान से गिरने लगते हैं। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि लकड़ियों के टुकड़े आसमान से कैसे गिर रहे हैं भाई। पर ये तो सिर्फ शुरुआत है ग्रैंड लाइन की। आसमान से एक बहुत बड़ी शिप लूफी की शिप के ऊपर गिर जाती है जिसकी वजह से समुद्र पूरी तरह से बेकाबू हो जाता है। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं। और तभी नामी का लॉग पोस्ट आसमान की तरफ इशारा करने लगता है। लगता है ये खराब हो चुका है। भला बादलों में कौन सा आइलैंड होता है? पागल हो गया ये लॉग पोस्ट, ये ऊपर की तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन निको रॉबिन बताती है ग्रैंड लाइन के अंदर सिर्फ ये लॉग पोस्ट ही होता है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। और ये लॉग पोस्ट कभी झूठ नहीं कहता। जरूर बादलों के ऊपर कोई आइलैंड होगा और उसी का मैग्नेटिक फील्ड इस लॉग पोस्ट ने पकड़ लिया है। बादलों के ऊपर एक आइलैंड है। इस बात को सुनकर लूफी, उसप और चॉपर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अरे वाह, लगता है ऊपर कोई आइलैंड है, हमें वहाँ पर जाना होगा उसप। और आसमान से जो लकड़ियों के टुकड़े ऊपर से गिरे थे उसके अंदर एक बक्सा भी होता है। उसके अंदर एक आदमी का स्केलेटन होता है। और जब निको रॉबिन इन हड्डियों को ध्यान से देखती है तो इससे पता चलता है कि हड्डियां 208 साल पुरानी है। अभी अभी जो ये शिप आसमान से गिरी है ये भी 208 साल पुरानी है, ऐसा इस किताब में लिखा है। अगर ये 208 साल पुरानी है तो ये आज के दिन ही आसमान से क्यों गिरी भाई? और सबसे बड़ी बात, ये स्केलेटन किस आदमी का है? जरूर ये इसी शिप पर रहने वाले किसी इंसान का होगा। और इन सभी बातों में लूफी को एक मैप मिलता है जो कि आसमान से गिरा था और ये स्काइपिया आइलैंड का मैप है। इसका मतलब बादलों में एक आइलैंड है। मजा आ गया। और ये सुनकर ये तीनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और नाचना शुरू कर देते हैं। उससे भाई लगता है हम उधर जाना ही होगा। हाँ, तुमने सही कहा, लगता है हमारे पास और कोई चारा नहीं है। लेकिन स्काईलैंड पर जाने से पहले हमें थोड़ी जानकारी इकट्ठी करनी होगी कि उधर कैसे जा जाए। और लगता है जानकारी हमें उस शिप से मिल सकती है जो कि अभी अभी ऊपर से नीचे गिरी है। हमें उस शिप को ढूंढना होगा, उससे हमें बहुत सारी जानकारी मिल सकती है स्काई आइलैंड के बारे में। और ये सभी लोग उस सब के द्वारा बनाया गया एक सूट पहन लेते हैं जो कि इन सभी को
पानी के अंदर ले जाने वाला है और सांजी, लूफी और उसॉप पानी के अंदर जाने के लिए तैयार हैं। उस शिप के अंदर से जानकारी इकट्ठा करने के लिए स्काई आइलैंड के बारे में ये तीनों पानी के अंदर कूद जाते हैं और तभी एक बहुत बड़ी सी शिप लूफी की शिप के पास आ जाती है और इस शिप का कैप्टन एक बंदर है जिसका नाम है माशिरा। माशिरा नामी से कहता है, ये आइलैंड हमारा है, जो भी यहाँ पर आता है हम उसका खजाना लूट लेते हैं। और माशिरा अपने शिप के ऊपर लगा हुआ एक बहुत बड़ा बंदर नीचे पानी के अंदर भेज देता है और ये बंदर उस शिप को उठाने लगता है जो कि अभी ऊपर से नीचे गिरी थी और इस शिप के अंदर ऑलरेडी जोरो, सांजी और लूफी मौजूद हैं। जल्दी से इस शिप को ऊपर खींच लो, जरूर इसके अंदर बहुत सारा खजाना होगा। माशिरा उस शिप को बाहर निकाल लेता है लेकिन तभी अचानक से एक बहुत बड़ा कछुआ यहाँ पर आ जाता है और उस शिप के साथ साथ जोरो, सांजी और लूफी को भी निगल जाता है और अभी तीनों इस बड़े से कछुए के मुंह के अंदर चले जाते हैं। ये देखकर नामी हैरान रह जाती है, अरे यार इस टटल ने उन तीनों को खा लिया। और तभी अचानक से यहाँ पर रात हो जाती है। ये क्या हो रहा है, अभी तो दिन था, रात कैसे हो गई। और तभी अचानक से कछुआ जोरो, सांजी और लूफी को अपने मुंह से बाहर निकाल देता है और ये तीनों शिप पर आकर गिर जाते हैं। अरे यार शुक्र है उस कछुए ने हमें खाया नहीं, वरना हम तो मर जाते। वैसे हम बहुत सारी जानकारी लेकर आ चुके हैं उस शिप में से, हमें बहुत सारा सामान मिला वहाँ पर। और गाइज उस सब की जगह जोरो अंदर गया था, माफ करना गाइज गलती हो गई। और तभी इन्हें अपने सामने बहुत सारे सी मॉन्स्टर्स दिखाई देते हैं जो कि अपने हाथों में बहुत बड़े बड़े हथियार लेकर लूफी की शिप की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन परछाइयों को देखकर सभी लोग डर जाते हैं, भागो जल्दी से। और ये सभी लोग गोइंग मैरी को बहुत दूर लेकर जाने लगते हैं और करीब आधे घंटे बाद गोइंग मैरी बहुत दूर आ जाती है और मौसम बिल्कुल शांत है और दिन भी हो चुका है। जोरो, सांजी और लूफी वो सारी जानकारी दिखाते हैं जो कि इन्हें उस शिप के अंदर से मिली थी। अरे यार ये जानकारी किसी काम की नहीं है, ये बस कचरा है। स्काई आइलैंड कैसे जाना है हमें इसके बारे में नहीं पता। तुम जो जानकारी लेकर आए हो उससे हम आइलैंड पर नहीं जा सकते और अब हम ग्रैंड लाइन के अंदर खो चुके हैं क्योंकि लॉग पोस्ट सिर्फ एक बारी में एक ही आइलैंड की लोकेशन बताता है। नामी उदास होकर अपने कमरे में जाने लगती है क्योंकि ये लोग खो चुके हैं। और तभी निको रोबिन नामी से कहती है, हम नहीं खोए हैं नामी। दरअसल माशिरा की शिप से निको रोबिन ने एक इटर्नल पोज चुरा लिया था। उसे देखकर नामी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। रॉबिन तुमने हम सबकी जान बचा ली, तुम्हारा शुक्रिया। और लूफी और उसॉप पॉपकॉर्न खा रहे होते हैं और इसके बाद नामी लूफी को बताती है कि ये जो इटर्नल पोज है ये जय आइलैंड नाम की एक लोकेशन को बता रहा है और शायद वहाँ पर जाकर इन्हें कुछ पता चल सके कि स्काई आइलैंड कैसे जाया जाए और वहाँ पर जाने का रास्ता क्या है। अच्छा ऐसी बात है, हाँ तो जल्दी से शिप को मोड़ लो भाई, हमें स्काई आइलैंड के बारे में पता करना होगा नामी। और इस तरफ हम कैप्टन बगी को देखते हैं जिसके ऊपर जोरों शोरों से पार्टी चल रही है। और तभी पोर्टुगीज डी एस यानी कि लूफी का बड़ा भाई यहाँ पर आ जाता है और एस को देखकर बगी इससे कहता है, कौन है बे तू और मेरा खाना कैसे खा रहा है, हाँ तेरी हिम्मत कैसे हुई। माफ करना मैं बस यहाँ से गुजर रहा था और मैंने तुम्हारी शिप देखी तो आराम करने के लिए यहीं पर रुक गया। और ऐसा बोलने के बाद एस यहीं पर सो जाता है। भाई ये आलसी बंदा। कैप्टन बगी सर जी, ये तो व्हाइट बियर्ड पायरेट्स का सेकंड डिवीजन का कमांडर है। ये सुनकर सभी लोग बुरी तरह से डर जाते हैं। फौजी यही सही मौका है, इसके सर के ऊपर बहुत बड़ा इनाम भी है, उस बाउंटी से हम लोग एक नई शिप खरीद सकेंगे। पर कैप्टन बग्गी बहुत ज्यादा डर जाता है। नहीं हम इसे नहीं मार सकते, ये व्हाइट बियर्ड का आदमी है, तुम उसे नहीं जानते, वो बहुत खतरनाक है। इस दुनिया में अभी सबसे ज्यादा खतरनाक व्हाइट बियर्ड ही है, अगर हमने इसको मारा तो व्हाइट बियर्ड हमें नहीं छोड़ेगा। और इस तरफ लूफी और उसका क्रू जय आइलैंड में एक टाउन के अंदर पहुंच चुके हैं। इस टाउन का नाम है मॉग टाउन और लूफी का क्रू ये डिसाइड करता है कि आधे लोग इस शिप पर रुकेंगे और आधे लोग जाएंगे इस टाउन के अंदर स्काई आइलैंड के बारे में पता करने के लिए। और जोरो और लूफी इस टाउन के अंदर जाने लगते हैं लेकिन तभी नामी भी इनके साथ चलने लगती है और इन दोनों के साथ आती है। लगता है मुझे तुम्हारे साथ जाना होगा, अगर तुम लोग अकेले गए तो कुछ गड़बड़ करके आओगे। जहाँ जाते हो वहाँ पर गड़बड़ करते हो हमेशा। तुम प्रॉमिस करो किसी से फाइट नहीं करोगे यहाँ पर। हाँ ठीक है नामी मैं प्रॉमिस करता हूँ। हाँ ठीक है मैं भी प्रॉमिस करता हूँ। और थोड़ी आगे चलने के बाद एक अनजान आदमी लूफी को कुछ सेब देता है खाने के लिए और लूफी भी बिना सोचे समझे उस सेब को खा लेता है। और तभी अचानक से इस टाउन के अंदर एक धमाका हो जाता है और इस धमाके की वजह है एक अनजान आदमी ने किसी बंदे को एक सेब दिया था और जैसे ही उस आदमी ने उस फल को खाया तो उसका शरीर फट गया। और इधर लूफी भी एक अनजान आदमी के द्वारा दिया गया सेब खा रहा है और इस धमाके को उस सेब को खाते हुए देख रहा है। और ये अनजान आदमी लूफी से कहता है, बच्चे तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम बच गए। पर ये सब होने के बाद नामी लूफी पर गुस्सा करने लगती है। ओए लूफी थूक दे इसे, साले कुछ भी ठूस लेता है बेशरम आदमी, मर मुरा जाएगा किसी दिन तू। और अब थोड़ी देर बाद चलते चलते ये तीनों एक होटल पर पहुंच जाते हैं। ये होटल कितना शानदार है, लगता है किसी का प्राइवेट होटल है। और तभी पीछे से एक अजीब सा आदमी आ जाता है। हाँ तुमने सही कहा, ये एक प्राइवेट होटल है और ये हमारी लीडर बेलिमी का है, तुम जैसे गरीबों का यहाँ पर कोई काम नहीं। ये आदमी इन तीनों की बेइज्जती करता है और इन्हें गरीब पायरेट्स कहकर पुकारता है। और ये सारी बातें सुनकर लूफी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। नामी मुझे इसे पीटने का मन कर रहा है, लेकिन नामी लूफी को यहाँ से लेकर जाने लगती है। फालतू की फाइट्स में मत पड़ो लूफी। और इसके बाद तीनों आराम करने के लिए एक बार के अंदर चले जाते हैं और ये लूफी ठूस ठूस कर खा रहा होता है। और लूफी के ठीक बगल में एक और आदमी है जिसके पियानो जैसे दांत हैं और ये बंदा भी ठूस ठूस कर खा रहा होता है। और लूफी इससे कंपटीशन करने लगता है, मुझे 4 किक्स और दीजिए। अगर 4 खाएगा तो मैं 8 खाऊंगा। और इसी बात पर इन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। क्या परेशानी है तुम्हें? हाँ देखने से तुम कोई पायरेट लगते हो। हाँ तुमने सही कहा, मैं एक पायरेट हूँ। तो तुम्हारे ऊपर कितनी बाउंटी है? मेरे ऊपर 30 मिलियन की बाउंटी है। नहीं तुम झूठ कह रहे हो, इतनी सारी बाउंटी तुम पर नहीं हो सकती, तुम तो एक बच्चे हो। ओए मुंडे हो, जो लड़ना है तो बाहर जाके लड़ो, ऐसे नहीं। और ये बड़ा सा आदमी अपना खाना पैक करवा कर यहाँ से जाने लगता है। और जैसे ही ये बड़ा सा आदमी यहाँ से बाहर निकलता है तो एक और बंदा इस रेस्टोरेंट में एंटर करता है। इस बंदे का नाम है बेलेमी और ये वही बंदा है जिसका वो प्राइवेट होटल है। और बेलेमी अपने क्रू के साथ यहाँ पर पहुंच चुका है और बार के अंदर आकर लूफी के बगल में बैठ जाता है। और थोड़ी देर तक शांत बैठने के बाद बेलेमी लूफी का सिर पकड़कर जमीन के अंदर धंसा देता है। और जैसे ही बेलेमी ये हरकत करता है जोरो बेलेमी की गर्दन के ऊपर अपनी तलवार को रख देता है। अगर हमारे कैप्टन को तुमने कुछ भी किया तो अभी इसी वक्त तेरी गर्दन को काट दूंगा। तुम्हारे जैसे छोटे पायरेट्स मुझे बहुत गुस्सा दिलाते हैं।
ये मेरी ही गलती है। सर, ये स्काई आइलैंड कहाँ पर होगा और वहाँ पर कैसे जाया जाता है? पर जैसे ही नामी स्काई आइलैंड का नाम लेती है, बार के अंदर सभी लोग हंसना शुरू कर देते हैं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि स्काई आइलैंड नाम की सच में कोई चीज एग्जिस्ट करती है? सुनने में ही कितना बचकाना लगता है। क्योंकि वन पीस की तरह स्काई आइलैंड भी एक झूठ है। अगर स्काई आइलैंड सच में एग्जिस्ट करता तो आज तक किसी को मिला कि नहीं? हाँ, ये सब कुछ सपने हैं जो कि पुराने जमाने के लोग देखा करते थे। लूफी बेलेमी की बातें बहुत ध्यान से सुन रहा होता है और तभी बेलेमी लूफी को एक जोरदार गुस्सा मारकर इसे नीचे जमीन पर गिरा देता है। यहाँ सपने देखने वालों की कोई जगह नहीं। और बार के अंदर मौजूद सभी लोग लूफी का मजाक उड़ाने लगते हैं और लूफी के ऊपर अपने खाने पीने का कचरा फेंकने लगते हैं। अभी भी वक्त है, यहाँ से चले जाओ। लूफी, मुझे माफ करना, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें फाइट नहीं करनी है। मैं उसे वापस लेती हूँ, इन्हें सबक सिखाओ। नहीं नामी, नहीं, हमें यहाँ पर किसी से भी लड़ाई नहीं करनी है। जोरो, हमें किसी से भी फाइट नहीं करनी है। हाँ ठीक है लूफी, मैं समझ गया। और आधे घंटे के बाद हम बार के अंदर का सीन देखते हैं। बेलेमी और इसके साथियों ने जोरो और लूफी को बहुत बुरी तरह से मारा, लेकिन फिर भी इन दोनों ने बेलेमी और उसके साथियों पर हाथ नहीं उठाया और बस चुपचाप पिटते रहे। बेलेमी शराब पीते हुए ये सब कुछ देख रहा होता है और तभी अपनी शराब को इन दोनों के चेहरे पर फेंक देता है और लूफी का सर कांच से भिड़ा देता है और जोरो को भी बहुत बुरी तरह से मारता है। जोरो लूफी का आज्ञाकारी है और जैसा लूफी कहता है जोरो भी बिल्कुल वैसा ही करता है और ये दोनों बस बुरी तरह से मार खाते रहते हैं। लूफी इस आदमी को बहुत आसानी से हरा सकता था, लेकिन फिर भी लूफी ने ऐसा नहीं किया। लूफी समझ चुका था कि बेलेमी जैसे लोग लड़ने के लायक नहीं है। बेलेमी जैसे लोग जिनकी आंखों में कोई सपने नहीं होते, इनसे लड़ने का कोई फायदा नहीं होता है, या फिर सारी लड़ाइयाँ लड़ने के लायक नहीं होती हैं। जैसा कि हमने सीरीज के फर्स्ट पार्ट में देखा था कि एक आदमी ने शैंक्स की बहुत बुरी तरह से बेइज्जती की थी, लेकिन इतनी इंसल्ट होने के बावजूद भी शैंक्स उसे कुछ नहीं कहता है। और आज लूफी भी इसी बात को फॉलो कर रहा होता है। लूफी एक ऐसे आदमी से लड़ना नहीं चाहता जो कि सपनों की वैल्यू नहीं करता। ये सब देखकर नामी को बहुत गुस्सा आ जाता है और लूफी और जोरो को लेकर बाहर चली जाती है। नामी को भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर लूफी और इस जोरो ने इन पर हमला क्यों नहीं किया, लेकिन तभी हम उसी बड़े से आदमी को देखते हैं। ये बंदा ब्लैक बियर्ड है और ब्लैक बियर्ड इन तीनों से कहता है, मैं तुम्हें बहुत देर से देख रहा हूँ। और लूफी ब्लैक बियर्ड से पूछता है, क्या तुम्हें भी स्काइपिया कोई मनगढ़ंत कहानी लगती है? नहीं बच्चे, स्काई आइलैंड सच में एग्जिस्ट करता है। और वहाँ से गुजरते हुए लोग ब्लैक बियर्ड की बातों पर हंस रहे थे। हंसने दो इन लोगों को, ये लोग हंसने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। बच्चे, सपनों का कोई अंत नहीं होता। सपने ही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। जिनकी आंखों में सपने नहीं होते, उनका होना या ना होना बराबर होता है। और ब्लैक बियर्ड की बातें सुनकर नामी को समझ में आ जाता है कि जोरो और लूफी ने बेलेमी के आदमियों से फाइट क्यों नहीं की। अब इसके बाद सभी लोग अपनी शिप के ऊपर आ जाते हैं, जहाँ पर चॉपर जोरो और लूफी का इलाज करता है और रॉबिन इन सभी को बताती है कि ये लोग इस वक्त मॉक टाउन के अंदर हैं। और अगर यहाँ के लोगों की मानी जाए तो यहाँ पर एक आदमी रहता है जिसे शायद स्काइपिया आइलैंड जाने का रास्ता पता है, पर यहाँ के लोग उस आदमी का मजाक उड़ाते थे क्योंकि वो आदमी स्काइपिया आइलैंड पर विश्वास करता था और इसी वजह से वो अकेला यहाँ पर रहता है। और सभी लोग डिसाइड करते हैं कि लोग उस आदमी से मिलने जाएंगे और बिना देरी किए ये लोग मॉक टाउन से निकल जाते हैं। और ग्रैंड लैंड के एक कोने में हम लोग मीहॉक को देखते हैं। मीहॉक के हाथों में लूफी पर लगे हुए नए इनाम का पोस्टर होता है जो कि 100 मिलियन पेरिस का है। और जब मीहॉक को पता चलता है कि जोरो के ऊपर भी इनाम लग चुका है तो मीहॉक एक स्माइल करता है, क्योंकि जैसा कि हमने पहले देखा कि मीहॉक और जोरो की लड़ाई में भले ही मीहॉक जीत गया था, लेकिन फिर भी मीहॉक जोरो की काबिलियत को देखकर उससे बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। और मीहॉक जोरो से यहाँ तक कहता है, अभी तुम्हारे मरने के लिए बहुत जल्दी है। मेरा नाम है ड्रैकुला मीहॉक। तुम पहले खुद के बारे में जानो, दुनिया के बारे में जानो, ताकतवर बनो, चाहे तुम्हें कितने ही साल क्यों ना लग जाए। मैं दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होने का टाइटल तुम्हारे लिए बचा कर रखूंगा बच्चे। मेरी तलवार से बेहतर तलवार बनो, मुझसे आगे बढ़ने की कोशिश करो। रोनोरोआ जोरो। और इसीलिए मीहॉक स्माइल करता है कि जोरो भी अब ताकतवर होना शुरू हो चुका है। अब इसके बाद लूफी और ये सभी लोग उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वही आदमी रहता है जिसे स्काइपिया आइलैंड के बारे में बहुत सारी जानकारी है। और जैसे ही ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो लूफी उस बंदे का घर देखकर हैरान रह जाता है। ये एक महल होता है, पर जैसे ही लूफी इस घर के पीछे जाता है तो इससे पता चलता है कि ये तो एक छोटा सा मकान है। ये क्या मजाक है भाई, गजब टोपीबाज आदमी है। और इसके बाद इस घर का ओनर जिसे ये लोग ढूंढ रहे थे ये पानी से निकलकर बाहर आ जाता है। ये बंदा लूफी के ऊपर हमला करने वाला था, पर तभी अचानक से ये बंदा गिर जाता है और ये वही बंदा है जिसे स्काइपिया के बारे में पता है। इस बंदे का नाम क्रिकेट है। यहाँ जमीन के ऊपर एक किताब पड़ी होती है जिसका टाइटल था स्टोरी ऑफ नो लैंड। तो इस कहानी का नाम है नो लैंड। और इस बंदे के झूठ इतने ज्यादा सच्चे लगते थे कि कोई भी आंख बंद करके इस पर विश्वास कर लेता था। और ऐसे ही एक दिन इस आदमी ने सभी से कहा कि इसने एक सोने का टापू देखा है, जिसे सुनकर राजा अपनी सेना के साथ उस टापू के पास जाने लगता है जहाँ पर नोलैंड ने उस आइलैंड को देखा था। जब राजा और उसके सिपाही वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इस सफर में हजारों सैनिक निकलते हैं, लेकिन पहुँचते सिर्फ 100 हैं, बाकी सारे मारे जाते हैं। राजा को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और राजा नोलैंड को सबके सामने उसे जान से मरवा देता है। लेकिन मरते दम तक नोलैंड कहता है कि उसने उस आइलैंड को देखा है, वो झूठ नहीं कह रहा था। लेकिन कोई भी बंदा इसकी बातों पर विश्वास नहीं करता है। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं और चॉपर क्रिकेट का इलाज कर देता है। क्रिकेट का ये हाल इसलिए हुआ था क्योंकि ये बंदा बहुत समय तक पानी के अंदर रहता है और ये बंदा ऐसा इसलिए करता है ताकि उस सोने के आइलैंड को ढूंढ सके, ताकि ये पूरी दुनिया को सीना चौड़ा करके बता सके कि इसके दादा झूठ नहीं कह रहे थे। तो गाइज हाँ, क्रिकेट नोलैंड का पोता है, यानी कि ग्रैंडसन। और क्रिकेट यहाँ पर माशिरा और शोजो के साथ रहता है। और इस क्रिकेट को समुद्र के अंदर से बहुत सारी सोने की मूर्तियां भी मिलती हैं जो कि सचमुच सोने की हैं, लेकिन अभी तक इसे समुद्र के अंदर उस आइलैंड का नामो निशान तक नहीं मिला है। और क्रिकेट से इन सभी को पता चलता है कि स्काइपिया आइलैंड जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं समुद्र के अंदर बहुत सारे वोल्केनोस होते हैं और वोल्केनो के फटने से एक ऐसी लहर आती है जिससे कि ये लोग आसमान में उड़कर जा सकते हैं। पर क्रिकेट को भी नहीं पता है कि स्काइपिया
स्काइपिया आइलैंड सच में एग्जिस्ट करता है या फिर वो बस एक मिथ है। लेकिन ये वोल्केनो की लहर हर साल एक बार जरूर आती है और उसका यूज करके ये लोग आसमान की तरफ जा सकते हैं। और ऐसा इस बंदे ने अपनी दादा की लॉग बुक में पढ़ा था। और एक लॉग बुक एक डायरी की तरह होती है जिसमें एक आदमी अपने सफर के बारे में सब कुछ लिखता है। और जो जनरल अभी क्रिकेट के पास है वो उसके दादाजी यानी कि नॉलैंड की है। और नॉलैंड भी एक ऐसा इकलौता आदमी था जो कि स्काइपिया के अंदर गया है। लेकिन क्रिकेट अपनी इस लॉग बुक को लूफी को दे देता है क्योंकि चॉपर ने इसका इलाज किया है। लेकिन उसॉप अभी भी डर रहा था क्योंकि नॉलैंड सबके हिसाब से एक झूठा आदमी था। और अब उसॉप को शक हो जाता है कि वो स्काइपिया आइलैंड वाली बात सच है या फिर झूठ। और अगर स्काइपिया आइलैंड की बात गलत निकली तो ये लोग आसमान से बहुत बुरी तरीके से नीचे गिरेंगे और इनकी शिप के साथ साथ ये सभी लोग भी मर जाएंगे। पर लूफी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है और डिसाइड करता है कि अब ये स्काइपिया आइलैंड जाकर ही रहेगा। क्रिकेट बताता है कि इनके पास अब ज्यादा समय नहीं है क्योंकि वो लहर कल ही आने वाली है और इससे पहले कि लोग स्काइपिया आइलैंड की तरफ निकल जाएं, उन्हें इस तरह के एक पक्षी को ढूंढना पड़ेगा। ये पक्षी ही स्काइपिया आइलैंड का रास्ता बताएगी इन्हें। और सभी लोग बिना टाइम वेस्ट किए उस चिड़िया को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। ये लोग एक जंगल की तरफ जाते हैं जहाँ पर कुछ समय के बाद इन्हें सेम टू सेम दिखने वाली वही पक्षी मिल जाती है। और इस पक्षी को पकड़ना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन तभी निक रॉबिन अपनी पावर्स का यूज करके इस पक्षी को पकड़ लेती है। और इस पक्षी को पकड़ने के बाद ये लोग क्रिकेट के घर पर वापस जाते हैं। और यहाँ पर पहुंचने के बाद ये लोग जो देखते हैं उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। यहाँ पर क्रिकेट और उसके दोनों साथी घायल पड़े हैं और इनका ये हाल बेलेमी ने किया है। और बेलेमी यहाँ पर क्रिकेट से उन्हीं सोने की मूर्तियों को चुराने के लिए यहाँ पर आया है जो कि इसे समुद्र के अंदर मिली थी। और जब क्रिकेट इसे वो मूर्तियां देने से मना कर देता है तो बेलेमी अपनी डेविल फ्रूट की ताकत का यूज करके इसकी ऐसी हालत कर देता है। माशिरा और शोजो इसे बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन इनका भी सेम हाल होता है। और बेलेमी यहाँ से जाने से पहले अपना एक निशान बनाकर जाता है। और जब लूफी को पता चलता है कि इन सब के पीछे बेलेमी का हाथ है तो लूफी बेलेमी को ढूंढने के लिए मॉक टाउन की तरफ जाने लगता है। कल उस लहर के आने से पहले ही मैं यहाँ पर आ जाऊंगा। हम देखते हैं कि बेलेमी अपने रेस्टोरेंट के अंदर पार्टी कर रहा होता है लेकिन तभी इसका एक आदमी भागते भागते इसके सामने आता है जिसके हाथ में जोरो और लूफी का पोस्टर होता है। लेकिन बेलेमी इसकी बातों को इग्नोर कर देता है। बेलेमी को ये सारे पोस्टर्स नकली लगते हैं क्योंकि सुबह ही बेलेमी ने उन दोनों को बहुत बुरी तरह से मारा था। और इसके हिसाब से अगर जोरो और लूफी इतने ही ज्यादा ताकतवर होते तो वो लोग इतनी बुरी तरीके से मार नहीं खाते। और बेलेमी की ये बात सुनकर इसके सभी साथी रिलैक्स हो जाते हैं। बेलेमी अपनी जगह पर बैठकर आराम से बियर पी रहा होता है लेकिन तभी बाहर से इसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है जैसे कि कोई इसे बुला रहा हो। और जब बाहर आता है तो देखता है कि इसके सामने लूफी खड़ा हुआ है। लूफी बहुत ज्यादा सीरियस लग रहा था। लूफी यहाँ पर इससे क्रिकेट की मूर्तियां वापस लेने आया है लेकिन बेलेमी इसे मूर्तियां देने से मना कर देता है। और इसे लग रहा था कि ये सुबह की तरह लूफी को फिर से हरा देगा। बेलेमी लूफी के ऊपर अपनी डेविल फ्रूट की ताकत का यूज करके उस पर हमला कर देता है। और बेलेमी अपने पैरों को किसी स्प्रिंग की तरह बना सकता है और ऐसे ही अपना एक खास अटैक लूफी के ऊपर यूज करता है। लेकिन ये लूफी को छू तक नहीं पाता है। और बेलेमी के हमला करने से पहले ही लूफी इस पर एक जोरदार पंच मार देता है। लूफी का एक पंच ही काफी था बेलेमी को हराने के लिए, उसकी असली जगह और इसको इसकी औकात दिखाने के लिए। और बेलेमी को हराने के बाद उन मूर्तियों को लेकर लूफी वापस से क्रिकेट के पास जाने लगता है। अब इसके बाद हम वर्ल्ड गवर्नमेंट के ऑफिस को देखते हैं जहाँ पर नेवी का एक ऑफिसर अपने सीनियर से कहता है, सर जल्दी ही व्हाइट बियर्ड और शैंक्स आपस में मिलने वाले हैं और इन दोनों के मिलने से पक्का कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है सर। और इसके बाद हम 5 नए लोगों को देखते हैं। इन 5 लोगों को एल्डर्स कहा जाता है और ये 5 एल्डर्स ही वही लोग हैं जो कि नेवी के ऊपर कंट्रोल करते हैं। आज इन सभी की एक मीटिंग होने वाली है ताकि ये लोग डिसाइड कर पाए कि क्रोकोडाइल की जगह पर कौन नया वॉर लॉर्ड बनने वाला है। और तभी बाहर अनाउंसमेंट होती है कि 2 नए वॉर लॉर्ड्स यहाँ पर आ चुके हैं। इनमें से इस बंदे का नाम है डो फ्लामिंगो। इस बंदे के ऊपर 34 करोड़ का इनाम लगा है। और इसके साथ साथ इस बंदे का नाम है कुमा और इसके ऊपर 29 करोड़ 60 लाख का इनाम लगा है। और वर्ल्ड गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर वाइस एडमिरल सैनगोकू आता है और कुछ समय बाद मिहॉक भी यहाँ पर आ जाता है। मिहॉक बस यहाँ पर जोरो और लूफी के बारे में सुनने आया होता है और उन दोनों की बात यहाँ पर इसलिए हो रही थी क्योंकि उन दोनों ने ही क्रोकोडाइल यानी कि एक वॉर लॉर्ड को हराया है जो कि बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए अब लूफी का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। और इस तरफ हम एक आदमी को देखते हैं जो कि शैंक्स का एक लेटर लेकर व्हाइट बियर्ड के सामने खड़ा होता है। उस लेटर के अंदर एस के बारे में कुछ लिखा होता है लेकिन व्हाइट बियर्ड उस लेटर को बिना पढ़े ही उसे फाड़ देता है और उस आदमी से कहता है, अगर शैंक्स को कुछ बात करनी ही है तो यहाँ पर खुद आके मुझसे बात करे, ना कि कोई लेटर भिजवाए, समझे। और व्हाइट बियर्ड इस आदमी को यहाँ से भगा देता है। और ये आदमी कुछ समय बाद ये सारी बातें शैंक्स को बताता है पर शैंक्स को ये बातें सुनकर गुस्सा नहीं आता है, उल्टा हंसने लग जाता है और डिसाइड करता है कि ये खुद अब व्हाइट बियर्ड से मिलने जाएगा। और इस तरफ हम ब्लैक बियर्ड को देखते हैं और इसे पता चलता है कि लूफी के ऊपर 10 करोड़ का इनाम लगा हुआ है और उसी के साथ साथ जोरो के ऊपर 6 करोड़ का इनाम लगा है। और ब्लैक बियर्ड अपने साथियों के साथ जोरो और लूफी को मारने के लिए निकल पड़ता है। सुबह हम लूफी को देखते हैं जो कि बेलेमी के पास से उन सभी मूर्तियों को लेकर वापस अपने क्रू के पास आ चुका है। और हम देखते हैं कि चॉपर ने क्रिकेट और उसके दोनों साथियों का इलाज कर दिया है और अभी लोग खतरे से बाहर आ चुके हैं। और लूफी और ये सभी लोग अपनी नई शिप को देखकर हैरान रह जाते हैं। दरअसल बेलेमी जब यहाँ पर आया था तब उस बंदे ने लूफी की शिप के ऊपर हमला करके गोइंग मैरी को बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था और माशिरा और शोजो ने इस शिप को ठीक कर दिया है। और लूफी माशिरा और शोजो का शुक्रिया अदा करता है। और इसके बाद लूफी और ये सभी लोग अपनी नई शिप के ऊपर चढ़कर उसी लहर की तरफ निकल चुके हैं जो कि उन्हें स्काइपिया आइलैंड तक लेकर जाएगी। और इन्हें छोड़ने के लिए माशिरा और शोजो भी इसके साथ चलते हैं। और ये सभी लोग लूफी
और इन सभी को उसी जगह पर लेकर आ जाते हैं जहाँ पर वो लहर आने वाली है। और इन सभी को यहाँ पर पहुँचाने के बाद इन सभी को अलविदा कहकर यहाँ से चले जाते हैं। लूफी के क्रू के सामने एक बहुत बड़ा भंवर था और इस भंवर के अंदर जैसे ही एक सी मॉन्स्टर चला जाता है तो उसका नामो निशान तक मिट जाता है और सभी क्रू मेंबर्स को लगता है कि इनके साथ भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। लेकिन तभी अचानक से यहाँ का भंवर रुक जाता है और पानी बिल्कुल शांत हो जाता है और सभी लोग समझ जाते हैं कि अभी थोड़ी ही देर में वही लहर आने वाली है। लूफी अपने नए सफर के लिए बहुत एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन ब्लैक बियर्ड भी इनका पीछा करते हुए यहाँ पर आ जाते हैं। ब्लैक बियर्ड के हाथ में एक पोस्टर होता है और जब उसॉप अपनी दूरबीन का यूज करके उसको देखता है तो इन सभी को बताता है कि इस बंदे के हाथ में लूफी और जोरो का पोस्टर है। अरे यार ये क्या, इनके हाथ में तो पोस्टर्स है। लूफी के ऊपर लगा है 10 करोड़ का इनाम और जोरो के ऊपर लगा है 6 करोड़ का। क्या बात है लूफी। ये सुनकर जोरो और लूफी बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन सांजी जेलस हो रहा था क्योंकि इसके ऊपर कोई भी इनाम नहीं लगा है। ब्लैक बियर्ड लूफी की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ता है, लेकिन तभी अचानक से वो लहर यहाँ पर आ जाती है और सभी लोग उस लहर के साथ ऊपर बढ़ने लगते हैं और इसी बीच ब्लैक बियर्ड की शिप पूरी तरह से तबाह हो जाती है और अभी सभी लोग आसमान की तरफ जाने लगते हैं। अगर स्काइपिया आइलैंड असली में एग्जिस्ट करता है तो लूफी और उसका क्रू स्काइपिया आइलैंड पर जाने वाले दूसरे इंसान होंगे, लेकिन अगर आसमान में कोई स्काइपिया आइलैंड नहीं हुआ तो ये सभी लोग आसमान से नीचे जमीन पर आकर गिरेंगे और इतनी ज्यादा ऊपर से नीचे गिरने की वजह से इनकी मौत कंफर्म है। हवा बहुत ज्यादा तेजी से चल रही होती है और गोइंग मैरी उस पानी के करंट का यूज करके लगातार ऊपर आसमान की तरफ जा रही है। हवा बहुत तेज है, हम इस हवा में ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे, जल्दी कुछ करो। लेकिन कुछ पल बाद ही गोइंग मैरी बादलों को चीरते हुए आसमान के ऊपर पहुंच जाती है, पर हवा के प्रेशर की वजह से गोइंग मैरी के पंख टूट जाते हैं और यहाँ नीचे समुद्र में ब्लैक बियर्ड के पायरेट्स ऊपर नहीं जा पाए और इन लोगों की शिप भी पूरी तरह से तबाह हो जाती है। लेकिन ब्लैक बियर्ड हंस रहा होता है। उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो हमसे बच गए। हाँ जी सर, वैसे वो दुनिया छोड़कर तो नहीं गए हैं, जब नीचे आएंगे तो हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। हाँ तुमने सही कहा। और यहाँ पर गोइंग मैरी के ऊपर सभी लोगों की हालत खराब हो चुकी है और आधे से ज्यादा लोग तो बेहोश पड़े हैं। लेकिन तभी लूफी चिल्लाता है, दोस्तों हमारे आसपास देखो, हम लोग बादलों में हैं, हमारी शिप बादलों के ऊपर आ चुकी है। सभी लोग उठते हैं और देखते हैं कि लोग सच में बादलों के ऊपर आ चुके हैं। ये कोई सपना नहीं है। अरे यार मुझे तो लगा था ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, ये तो कमाल हो गया। पर हमारा लॉग पोस्ट अभी भी ऊपर की तरफ इशारा कर रहा है, आखिर हमें कहाँ पर ले जाना चाहता है। हो सकता है स्काई आइलैंड और भी ज्यादा ऊपर हो और अभी हम बीच के रास्ते में हो। रॉबिन की बात को सुनकर उसॉप अपने कपड़े उतार देता है। अगर स्काई आइलैंड इससे भी ऊपर है तो हो सकता है ये बादलों से बना हुआ बस एक समुद्र हो और कैप्टन उसॉप अब इस समुद्र में डुबकी लगाकर तुम सभी को अपनी बहादुरी शो करेगा। ये खतरनाक हो सकता है उसॉप। लेकिन उसॉप इनकी बात को नजरअंदाज करके बादलों में डुबकी लगा देता है। ये देखकर चॉपर और लूफी हैरान रह जाते हैं कि उसॉप बहुत ज्यादा बहादुर है और यहाँ उसॉप बादलों के ऊपर तैरते हुए सोचता है, मैंने बिल्कुल सही सोचा था, ये तो बस एक मामूली सा समुद्र है, देखते हैं ये और कितना ज्यादा गहरा है। अरे यार चॉपर, स्विमिंग करने में कितना मजा आता होगा ना, काश हम लोग भी तैर सकते। बहुत देर हो चुकी है, उसॉप अभी तक वापस नहीं आया। अरे नहीं, ये तो बस बादलों से बना हुआ एक समुद्र है, अगर वो ज्यादा गहराई में चला गया तो वो बादलों से नीचे कूद जाएगा। ये सुनकर सभी लोग टेंशन में आ जाते हैं और लूफी जल्दी से अपने हाथ को बड़ा करके नीचे बादलों की तरफ भेजता है उसॉप को ढूंढने के लिए। और रॉबिन भी अपनी डेविल फ्रूट की ताकत का यूज करती है लूफी के हाथों के ऊपर और इन दोनों की ताकत से ये लोग उसॉप को ढूंढ लेते हैं और आखिरकार उसॉप को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। ये लोग उसॉप को पकड़ तो लेते हैं, लेकिन जब इसे उठाने की बारी आती है, ये इतना भारी कैसे हो गया। अचानक से उसॉप के साथ साथ एक सी मॉन्स्टर को भी लेकर आ जाता है, जिसे देखकर सभी लोग बुरी तरह से डर जाते हैं। जोरो भागता है और उस मॉन्स्टर पर हमला कर देता है, पर जैसे ही हमला करता है तो ये सी मॉन्स्टर किसी गुब्बारे की तरह फट जाता है और तभी एक और मॉन्स्टर यहाँ पर आ जाता है। सांजी इस पर हमला करता है और ठीक ऐसे ही ये मॉन्स्टर भी किसी गुब्बारे की तरह फट जाता है और यहाँ गोइंग मैरी के ऊपर उसॉप बुरी तरह से डर रखा है। ये तो काफी खतरनाक जगह है। मेरे पैंट के अंदर एक अजीब सी मछली है, ये देखो। अरे ये तो स्काई फिश है जो कि स्काई आइलैंड के समुद्र में पाई जाती है, ऐसा मैंने नोलैंड की लॉग बुक में पढ़ा था। लूफी रॉबिन के हाथ में से उस मछली को पकड़ लेता है और थोड़ी देर बाद हम लूफी को एक डिश खाते हुए देखते हैं। अबे लूफी, इतनी जल्दी सांजी से इसको पकवा भी लिया तूने। और यहाँ चॉपर एक दूरबीन का यूज करके सफेद समुद्र यानी कि बादलों को देख रहा है और इसे बादलों के ऊपर एक और शिप दिखाई देती है, लेकिन अचानक से उस शिप के ऊपर कोई हमला कर देता है और ये शिप तबाह हो जाती है। ये देखकर चॉपर हक्का बक्का रह जाता है और इन सभी को इस बात को बताने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि चॉपर इन सभी को कुछ समझा पाता, एक अजीब सा आदमी बादलों के ऊपर फिसलता हुआ गोइंग मैरी के पास आने लगता है। ये बंदा बहुत तेजी से आता है और सांजी पर एक जोरदार लात मारता है, जिससे सांजी दूर जाकर गिरता है और जोरो और लूफी के ऊपर भी इतनी रफ्तार से हमला करता है कि लोग भी कुछ नहीं कर पाते। ये है कौन और ये हम पर हमला क्यों कर रहा है। ये बंदा ऊपर आसमान में उड़कर एक तोप बाहर निकालता है और गोइंग मैरी के ऊपर उस तोप को पॉइंट कर देता है। अरे इसने एक और शिप को उड़ाया था, लगता है ये हमारी शिप को भी उड़ाने वाला है। लेकिन तभी आसमान में से एक परछाई दिखाई देती है और अचानक से इस तोप वाले बंदे के ऊपर एक अजीब सा आदमी आकर हमला कर देता है और ये तोप वाला आदमी डर कर यहाँ से भाग जाता है। ये बूढ़ा आदमी शिप के ऊपर आता है। मेरा नाम स्काई नाइट है और मैं एक योद्धा हूँ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, वो चला गया है। पर आखिर वो था कौन और हम पर बेवजह हमला क्यों कर रहा था। और भाई तुम तीनों शर्म कर लो, कुछ इतनी आसानी से हार गए तुम लोग इससे हैं। नहीं बच्ची, इसमें इन लोगों की गलती नहीं है। यहाँ आसमान में हवा बहुत पतली होती है और शायद तुम इतनी पतली हवा में सांस नहीं ले पाते होगे ठीक से। ये सुनकर लूफी अपने सीने के ऊपर मारता है। अरे भाई सब कुछ ठीक तो है। वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो आदमी कुछ ज्यादा ही तेज था। वो आदमी ज्यादा तेज नहीं था बच्चों, तुम बहुत ज्यादा धीरे थे। यहाँ की हवा बहुत पतली है और तुम ज्यादा रफ्तार से मूव नहीं कर पाओगे। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम लोग उस नीले समुद्र से आए हो। हाँ, हम नीचे से आए हैं उस पानी के करंट का यूज करके। अच्छा, इसका मतलब है कि आज भी तुम्हारे जैसे बहादुर लोग एग्जिस्ट करते हैं।
हैं, वहाँ से कोई भी आना पसंद नहीं करता है। एक सेकंड, इसका मतलब है कि यहाँ पर आने के और भी रास्ते हैं? हाँ, तुमने सही कहा। ये सुनकर नामी को बहुत ज्यादा शौक लगता है। साले यहाँ पर आने के और भी कई रास्ते थे। तू ही पागल है, तेरा आइडिया था नहीं ये? पता कितने खतरनाक थे ये, हम मर सकते थे। और बगल में उसॉप अभी भी बेचारा सदमे में है। एक बार मैं खड़ा हो जाऊँ उसके बाद इस लूफी को छोड़ूंगा नहीं। ठीक तुम्हारी ही तरह 100 और लोग यहाँ पर ऊपर आने की कोशिश कर रहे थे, पर 100 में से कुछ लोग ही जिंदा बच पाए। उस पानी के करंट पर भरोसा करना किसी जुए की तरह है बच्चों। इसके बाद ये आदमी इन सभी को एक विसल देता है। जब भी तुम इस विसल को बजाओगे तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पर आ जाऊंगा। मैं तुम्हें ये मुफ्त में दे रहा हूँ क्योंकि तुम लोग मुझे पसंद आए। आप अपना नाम तो बता के जाइए प्लीज। मेरा नाम स्काई नाइट है, पर मेरा असली नाम गैनफॉल है, लेकिन फिर भी तुम मुझे स्काई नाइट कहकर ही पुकार सकते हो। और इसके बाद स्काई नाइट अपने पंख वाले घोड़े जिसे पेगासस कहते हैं उस पर बैठकर यहाँ से जाने लगता है। ये तो कमाल है। पर जब ये सभी लोग उस घोड़े को ध्यान से देखते हैं तो ये घोड़ा बहुत ज्यादा अजीब होता है और इसे देखकर इन सभी के रिएक्शन कुछ ऐसे होते हैं। ये मेरा साथी है, ये एक पक्षी है, लेकिन इसने ज़ोआन टाइप का एक डेविल फ्रूट खा लिया था जो कि एक घोड़े का था, और अब ये पक्षी के साथ साथ एक घोड़ा भी बन सकता है। और ऐसा बोलने के बाद स्काई नाइट यहाँ से चला जाता है। ये कितना अजीब था भाई घोड़ा ये। हाँ तुमने सही कहा। चलो मैं इस विसल को बजा कर देखता हूँ। पर ये सभी लोग लूफी को रोक देते हैं। साले उसे परेशान करने के लिए नहीं है ये। हट जा लूफी। पीछे चॉपर को कुछ अजीब सी चीज दिखाई देती है। दोस्तों वो देखो सामने, वो तो पानी के झरने जैसा कुछ लग रहा है। हाँ, मुझे लगता है हमें वहाँ पर चलना चाहिए। और ये सभी लोग अपनी शिप को उस पानी के झरने के पास लेकर जाने लगते हैं और तभी देखते हैं कि उनके सामने एक अजीब सा बादल आ गया है। लूफी इसके ऊपर एक पंच मारता है जिससे इन्हें पता चलता है कि ये बादल थोड़ा सा सख्त है। इसका मतलब है कि हम इस पर खड़े हो सकते हैं। और ये सुनकर लूफी जल्दी से इस बादल के ऊपर जंप कर देता है। हाँ तुमने सही कहा चॉपर, ये कितना मुलायम है। और चॉपर, उसॉप, ये सभी लोग उस बादल के ऊपर कूद जाते हैं। इसका मतलब है कि हमें इन बादलों से बचते हुए हमारी शिप को उस झरने के पास लेकर जाना होगा। ओए लूफी, हमें रास्ता बता। और ये सभी लोग उन बादलों से बचते हुए उस झरने के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ पर एक गेट लगा होता है जिस पर हेवंस गेट लिखा हुआ है। आखिर हेवंस गेट का क्या मतलब है? हेवन मतलब स्वर्ग, इसका तो यही मतलब है। हम सभी मर चुके हैं दोस्तों और हम स्वर्ग में आ चुके हैं। अरे ये कौन है? ये तो कोई बूढ़ी औरत लग रही है। अरे ये क्या, ये हमारी फोटो ले रही है। लगता है ये एक एंजल है। अरे यार एंजल है तो रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए इसे। कितनी बूढ़ी हो रखी है ये सभी लोग गोइंग मेरी को यहाँ पर खड़ा कर देते हैं। और ये बूढ़ी औरत इन सभी से कहती है, बच्चों अगर तुम्हें स्काइपिया आइलैंड जाना है तो तुम्हें एक एक आदमी के लिए एक एक बिलियन स्टॉल्स देने होंगे। ये तो बहुत ज्यादा है, हमारे पास एक भी एक स्टॉल नहीं। पर नामी उस सब का मुंह बंद कर देती है। अम्मा जी अगर बिना एक स्टॉल दिए कुछ तरीका है ऊपर जाने का तो बता दो यार। बिना एक स्टॉल दिए भी ऊपर जा सकते हो, मैं तुम्हें ऐसा करने से बिल्कुल नहीं रोकूंगी। और तभी एक बहुत बड़ा सी मॉन्स्टर बादलों में से अपना हाथ बाहर निकालता है और गोइंग मेरी को पकड़कर हेवंस गेट के अंदर ले जाने लगता है। और इसकी रफ्तार बहुत ज्यादा तेज होती है। अरे यार रफ्तार को थोड़ा धीरे करो। और कहाँ पर लेके जा रहे हो हमें? शायद इस रास्ते से हमें स्काइपिया लेकर जा रहा है। और इन सभी लोगों के गेट के अंदर घुसने के बाद ये बूढ़ी औरत एक बहुत ज्यादा क्रीपी स्माइल करती है। हमारे भगवान जी, 7 लोग उस पवित्र रास्ते से चोरी छिपे घुसने की कोशिश कर रहे हैं आपके स्काइपिया के अंदर। प्लीज इन्हें सबक सिखाइए और इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। हेवंस गेट का ये सी मॉन्स्टर गोइंग मैरी को पकड़कर हेवंस गेट के अंदर से गोइंग मैरी को और भी ज्यादा ऊपर लेकर जाने लगता है। और इसकी रफ्तार सच में बहुत ज्यादा तेज होती है। और सांजी मौका मिलते ही नामी को पकड़ लेता है। ये ठरकी बंदा भाई पता नहीं कब सुधरेगा। डरने की जरूरत नहीं है नामी जी। और गोइंग मैरी बहुत ज्यादा तेजी से ऊपर आसमान की तरफ जा रही है और उन्हें उस रास्ते के आखिर में एक रोशनी दिखाई देती है। ये रोशनी कैसी है? एक सेकंड लूफी, वहाँ पर एक बोर्ड भी है, गॉडलैंड स्काइपिया। अच्छा तो यही है स्काइपिया, हाँ, जिसके बारे में मैंने उस नक्शे में देखा था। चलो देखते हैं अब इसमें ऐसा क्या स्पेशल है। और जैसे ही ये रास्ता खत्म होता है तो लूफी की शिप यहाँ पर पहुंच जाती है। और इसी मॉन्स्टर लूफी की शिप को छोड़ने के बाद नीचे चला जाता है और लूफी की शिप आखिरकार स्काइपिया के अंदर पहुंच जाती है। लूफी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। और सभी लोग देखते हैं कि ये सच में एक आइलैंड है जो कि बादलों के ऊपर है। इस आइलैंड के ऊपर बहुत सारी बिल्डिंग्स भी होती हैं। और लूफी जल्दबाजी में आकर शिप से कूद जाता है। मैं तो चला भाई स्काइपिया घूमने। लूफी रुक जाओ, तुम डूब जाओगे। लेकिन लूफी नहीं डूबता। पर जैसे ही उसॉप नीचे कूदता है तो ये पानी के अंदर डूब जाता है। और उसॉप की नाक भाई मैं तो जा रहा भाई आइलैंड घूमने। और लूफी स्काइपिया आइलैंड की तरफ भागना शुरू कर देता है। ये लोग तो ऐसे पागल हो रहे हैं जैसे इन्होंने कभी कोई आइलैंड देखा ही नहीं होता है। हाँ तुमने सही कहा सांची। पर ऐसा बोलने के बाद सांजी भी नीचे कूद जाता है। साले सांजी गद्दारी कर रहे, तो भी उन्हीं के जैसा निकला। और तभी रॉबिन भी अपने कपड़े चेंज कर आ जाती है। भाई साहब नामी भाई सही लग रही है। और नामी भी शिप से नीचे कूद जाती है। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। तुम सभी आ जाओ, स्काइपिया घूमेंगे। रॉबिन जोरों से चलने के लिए कहती है। तुम जाओ मैं बाद में आता हूँ। और रॉबिन भी यहाँ से चली जाती है। और यहाँ स्काई आइलैंड के ऊपर चॉपर आराम कर रहा है। लूफी भी पेड़ के ऊपर मजे कर रहा है। और उसॉप स्नोमैन बनाने में लगा होता है। और सांजी बहुत ज्यादा ध्यान से कुछ फूलों को देख रहा होता है। तभी लूफी को एक फल मिलता है। पर जैसे ही उस फल को खाने की कोशिश करता है तो ये फ्रूट बहुत ज्यादा हार्ड होता है जिसकी वजह से लूफी के दांत टूट जाते हैं। क्या है भाई ये? और गुस्से में आकर लूफी उस फल को नीचे फेंक देता है। पर उसॉप की फूटी किस्मत की वजह से ये फल इसके सर के ऊपर आकर गिर जाता है और ये नॉकआउट हो जाता है। यहाँ पर सांजी सिंपिंग करना शुरू कर चुका है और रॉबिन के लिए कुछ फूल लेकर आता है। क्या बात है, तुम पर कितने अच्छे लगते हैं रॉबिन। और तभी जोरो भी इस आइलैंड के ऊपर आ जाता है और आते ही इसका पैर एक कैट के ऊपर पड़ जाता है। ये अजीब सी कैट किसकी है? और तभी इन सभी को एक अजीब सा म्यूजिक सुनाई देता है। ये क्या, सामने वो दूर कोई है, वो म्यूजिक बजा रहा है। सांजी भी उस इंसान को देखता है और उसे देखता ही रह जाता है। ये जो कोई भी है बहुत ज्यादा खूबसूरत है। यहाँ पर एक लड़की होती है जो कि म्यूजिक बजा रही होती है और ये सभी लोग इसी लड़की को देखने लगते हैं। हेसो। क्या हेसो? अरे ये हेसो क्या है? शायद इनके हेलो बोलने का तरीका होगा। हेसो। और ये कैट इस लड़की के पास चली जाती है। ये कैट इसी लड़की की है और इस कैट का नाम हेसो है। ये लड़की उस सब के हाथ में उसी फल को देखती है। अरे इसी
इसे ऐसे नहीं खाया करते। ये अपने चाकू से उसके अंदर एक छेद करती है, एक स्ट्रॉ उसके अंदर डालती है और लूफी को पीने के लिए देती है। और जब लूफी इसे पीता है, अरे यार ये तो बहुत मस्त है, ये तो बिल्कुल किसी शबील की तरह है। मेरा नाम कॉनिस है और ये मेरी क्लाउड पेट है और ये कोई कैट नहीं, एक लोमड़ी है। शायद तुम लोग नीले समुद्र से आए हो, है ना? स्काइपिया की एंजल बीच पर तुम्हारा स्वागत है। और तभी समुद्र के अंदर से एक आवाज आती है और ये आदमी बहुत तेजी से इन सभी की तरफ आने लगता है। पर जैसे ही ये बंदा आइलैंड पर पहुंचता है तो इसका एक्सीडेंट हो जाता है। ये आदमी खड़ा होता है। अरे पाजी, कहीं आपको चोट तो नहीं आई? साले चोट तुझे आनी चाहिए, हमें नहीं, समझा? माफ करना, मेरा नाम पकाया है और मैं कॉनिस का फादर हूँ। दरअसल मैं समुद्र के अंदर मछलियाँ पकड़ने गया था। तुम हमारे मेहमान हो और स्काइपिया में तुम्हारा स्वागत है। अगर तुम्हें खाना खाना है या फिर रुकना चाहते हो तो तुम लोग हमारे घर पर आ सकते हो। और ये सुनकर लूफी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। पर तभी नामी पगाया की उस अजीब सी बोट को देखने लग जाती है। ना तो इसमें सेल है ना इसमें पैडल है, तो आखिर ये इतनी तेज कैसे चल रही थी भाई? ये कोई बोट नहीं है, इसे वेवर कहते हैं और ये डायल से चलती है। और इसी बीच लूफी उस वेवर के एक्सीलेटर पर पैर रख देता है और ये वेवर लूफी को बहुत दूर लेकर चला जाता है। और लूफी भी बीच समुद्र में जाकर उस वेवर से नीचे गिर जाता है। अरे इसे बचा लो यार, ये मर जाएगा। अरे यार चिंता मत करो, वो नहीं डूबेगा। पर हम देखते हैं कि डेविल फ्रूट का श्राप यहाँ के समुद्र में भी काम करता है और लूफी यहाँ के समुद्र में भी डूबना शुरू कर देता है। और जोरो और सांजी लूफी को बचाकर लेकर आते हैं और पगाया कहता है, वीवर को चलाना इतना आसान नहीं, इसके लिए सालों की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। अरे पर ये नामी तो इसे बहुत आसानी से चला रही है। नामी सान आप तो कमाल है। नामी कैसे चला रही है तू? ये वेवर पगाया गया, इन्हें वापस कर दे। इससे जब तक चलाना है तुम चला सकते हो। अभी मैं चलता हूँ मेरे घर की तरफ, ये बाद में खुद ब खुद आ जाएगी। और ये सभी लोग नामी को यहीं पर छोड़कर पगाया के घर की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में सभी लोग देखते हैं कि यहाँ पर और भी बहुत सारी बिल्डिंग्स बन रही हैं और इन सभी का काम चल रहा है। रॉबिन पगाया से कहती है, तुम यहाँ पर बादलों से इतनी सारी चीजें कैसे बनाते हो? यहाँ तक कि घर भी बादलों के? हाँ, दो तरह के बादल होते हैं। एक वो बादल जिस पर तुम आए हो और थोड़े सख्त वाले बादल जिसका यूज करके हम स्काइपिया के अंदर सारी चीजें बनाते हैं। और तुम्हारे धरती वाले बादल बहुत ज्यादा अलग होते हैं हमारे यहाँ के बादलों से। तुम लोगों के बादल भाव से बनते हैं और वो सिर्फ बारिश करवाने के काम आते हैं। और यहाँ पर ये उसॉप और लूफी पगाया की सारी बातों को समझने का नाटक कर रहे होते हैं पर इन्हें समझ में कुछ भी नहीं आ रहा होता। बादल तो बहुत बढ़िया होते हैं। साला तुम्हें कुछ समझ भी आ रहा है क्या? हाँ, मेरा घर बसाने ही वाला है। लूफी पीछे मुड़कर देखता है और इसे पता चलता है कि नामी अभी तक उस वेवर को चला रही है। ये सभी लोग पगाया के घर पर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर रॉबिन कॉनिस से कहती है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो डायल क्या है और वो वेवर किससे चल रहा था? कॉनिस लूफी के हाथ में एक अजीब सा शेल दे देती है। क्या आप इसके अंदर कुछ कह सकते हैं? और लूफी इसके अंदर कहता है, उसॉप एक नंबर का पागल है, साले ये कहने की क्या जरूरत है तुझे? और फिर कॉनिस उस शेल को दबाती है और उस शेल के अंदर से लूफी की आवाज निकलती है, उसॉप एक नंबर का पागल है। और ये देखकर ये दोनों बुरी तरह से डर जाते हैं। ये एक आवाज रिकॉर्ड करने वाला डायल था जिसके अंदर हम किसी की भी आवाज को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे डायल्स होते हैं। और इसके बाद कॉनिस एक और डायल को दिखाती है जिसके अंदर से हवा निकलती है। अरे ये तो कमाल है। हमारे पास बहुत सारे डायल्स हैं जो कि अलग अलग कामों में यूज होते हैं और बिना इन डायल्स के हम जिंदा नहीं रह सकते। ये हमारी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लूफी बाहर की तरफ जाता है और चिल्लाकर नामी से कहता है, ओए नामी वापस आ जा भाई अब। उस तक तुम्हारी आवाज नहीं पहुंचने वाली। और यहाँ पर सांजी खाना पकाने वाले डायल का यूज करके इन सभी के लिए खाना तैयार कर देता है। अरे यहाँ का खाना तो और भी ज्यादा टेस्टी है। सांजी क्या हुआ, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे? नामी सान गायब हो चुकी है, वो दिखाई नहीं दे रही। पापा मुझे चिंता हो रही है, कहीं वो लड़की वीवर को चलाते हुए उसी जगह पर तो नहीं चली गई? कौन सी जगह की बात कर रहे हैं भाई? स्काइपिया के अंदर एक सीक्रेट प्लेस है जहाँ पर कोई भी जिंदा चीज वापस लौट कर नहीं आई है। वो जगह स्काइपिया के गॉड की है। और इसके बाद हम नामी को देखते हैं जो कि एक बहुत ज्यादा अजीब और एक बहुत ही ज्यादा डरावनी जगह पर खड़ी है। कॉनिस इन सभी को बताती है कि स्काइपिया के अंदर एक पवित्र जमीन है जहाँ पर भगवान रहते हैं। और ये सुनकर लूफी हैरान रह जाता है। क्या कहा, एक पवित्र जमीन? इसका मतलब है कि स्काइपिया के ऊपर भगवान रहते हैं? नहीं, मैं इतना तो नहीं जानती, लेकिन उन भगवान का नाम एनरू है और उनकी नजर हम पर हमेशा रहती है, ऐसा स्काइपिया के लोग मानते हैं। क्या हमेशा नजर रहती है? इसका मतलब वो अभी भी हम पर नजर रखे हुए है। हाँ, तुमने सही कहा। ये सब कुछ बकवास है। क्या तुम भगवान में नहीं मानते? मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता भगवान है या नहीं, और मैं उन लोगों को भी कुछ नहीं कहूँगा जो कि भगवान को मानते हैं। मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब है हमें नामी को लेकर आना होगा। नहीं, तुम वहाँ पर नहीं जा सकते, वहाँ पर जाना मना है। एक ऐसी जगह जहाँ पर जाना मना है? हाँ, अब तो मेरा वहाँ पर जाने का मन कर रहा है। क्या कहा लूफी, वहाँ पर जाने का मन कर रहा है? पहले तूने हमें कम परेशानी में डाला है। मुझे तो जाना है, मैं तो जाऊंगा। वहाँ पर जाना सख्त मना है और अगर तुम वहाँ पर गए तो ये पाप माना जाएगा। और वैसे भी आज तक जो भी वहाँ पर गया है वो जिंदा वापस नहीं आया। और ये सुनकर सांजी बुरी तरह से डर जाता है। सांजी वापस देखता है पर नामी सचमुच यहाँ से गायब हो चुकी है। नामी सान, हम आपको बचाने के लिए आ रहे हैं। अरे यार जल्दी से बोट को निकालो। साले लूफी पागल मत बन, वो जगह खतरनाक है। इसके बाद हम नामी को देखते हैं जो कि उसी मिस्टीरियस प्लेस पर खड़ी है। आखिर ये पेड़ कितने साल पुराने हैं? और तभी नामी को अजीब सी आवाजें आने लगती हैं जैसे कि कोई किसी खजाने को ढूंढ रहा है। नामी उन आवाजों का पीछा करना शुरू कर देती है और यहाँ पर ये लूफी नामी को बचाने की जगह खाना ठूसने में लगा हुआ है। सांजी बस 2 मिनट यार, हो गया बस। कोनिस तुम भी हमारे साथ चलो। पर अगर हम वहाँ पर गए तो भगवान हम पर गुस्सा हो जाएंगे। और सांजी समझ जाता है कि कोनिस डर चुकी है। और इस तरफ नामी को एक बोट दिखाई देती है जिसके अंदर से आवाजें आ रही थी। ये बोट पर चढ़ती है और इसे पता चलता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है। और तभी नामी की नजर एक चिड़िया पर जाती है जो कि एक अजीब से शेल के ऊपर बैठी हुई है और उसी शेल के अंदर से ये सारी आवाजें आ रही थी। ये शेल में से कैसी आवाजें आ रही हैं? इसके अंदर कोई इंसान तो नहीं हो सकता। नामी उस शेल को उठा लेती है और जैसे ही उस पर लगे उस बटन को दबाती है तो ये आवाजें फिर से आनी शुरू हो जाती हैं। हमें स्काइपिया के अंदर खजाना मिल गया है। वो खजाना हमारी आंखों के सामने है। हमें खजाना मिल गया है लेकिन भगवान यहाँ पर आने वाले हैं और वो हमें मार देंगे। और तभी इनमें से एक बंदे
के चिल्लाने की आवाज आती है और ये रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है और नामी समझ जाती है कि उस भगवान ने इन लोगों को मार दिया है। ये मैं कहाँ आ गई हूँ? और इस तरफ ये सभी लोग शिप के अंदर बैठ चुके हैं और नामी को ढूंढने के लिए निकलने लगते हैं, लेकिन पगाया इन्हें रोकता है और कहता है तुम्हारी ये शिप हवा से चलती है, अगर ये डायल से चलती तो ये बहुत ज्यादा जल्दी पहुंच जाती। तो भाई कैसे जाए हम जल्दी वहाँ पे? और यहाँ पर स्काइपिया की सीक्रेट प्लेस के ऊपर जंगल में एक पंख वाला आदमी एक मामूली आदमी का पीछा कर रहा है और ये आदमी इससे डरकर भाग रहा होता है। अरे यार मुझे छोड़ दो। और तभी झाड़ियों में से एक शेर निकलता है और उस आदमी पर हमला करता है और तभी अचानक से आसमान में से एक और आदमी आता है एक पक्षी के ऊपर बैठकर और उस शेर को रोक देता है। ये देखकर ये पहले वाला पंख वाला आदमी गुस्सा हो जाता है। ये मेरा शिकार था, तुमने इसे कैसे मारा? हाँ, ये तुमने अच्छा नहीं किया। नहीं, ये मेरा शिकार है। और नामी बाहर खड़ी हुई ये सब कुछ देख रही है। ये सब क्या हो रहा है? और इस तरफ हम उसी आदमी को देखते हैं जिसने लूफी की शिप पर हमला किया था सबसे पहले और फिर स्काई नाइट ने आकर इनकी जान बचाई थी। ये आदमी बहुत ज्यादा गुस्से में है और उसी जगह पर जा रहा है जहाँ पर नामी है इस वक्त और भगवान एनेरू को गालियाँ दे रहा है। उस भगवान को छोड़ूंगा नहीं। और यहाँ पर पवित्र जंगल के अंदर उस आदमी को पकड़ लिया गया है और 3 शिकारी इसे मारने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अब तुम नहीं बचने वाले, ये मेरा शिकार है, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। और नामी दूर खड़ी हुई ये सब कुछ देख रही है और तभी नामी के पीछे वही आदमी आ जाता है। ये आदमी अपनी बंदूक निकालता है और जंगल के अंदर हमला कर देता है। ये देखकर सभी लोग बुरी तरह से डर जाते हैं और जंगल के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। ये आदमी यहाँ पर कैसे आ गया? क्या वो सभी लोग मर गए? और वो आदमी जो कि इनसे डरकर भाग रहा था ये रेंगते हुए नामी के पास आता है। सुनो लड़की, अपने वेवर पर मुझे बिठा लो और मुझे कहीं दूर लेकर जाओ प्लीज, मुझे बचा लो। पर ये वेवर तो सिर्फ एक ही इंसान के लिए बना है और सिर्फ एक ही इंसान का वजन सहन कर सकता है। मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हें मुझे बचाना होगा। और पीछे वही आदमी खड़ा हुआ है और अपनी बंदूक दिखा रहा होता है। ये देखकर ये आदमी डर जाता है। ये तो गोरिल्ला है। और तभी आसमान से इस बंदे के ऊपर बहुत सारी रोशनियां गिरने लगती हैं। भगवान मुझे माफ कर देना। ये रोशनी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये क्या है? ये सब कुछ वो भगवान एनेरू करा रहा है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उस रोशनी के बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और सभी लोग यहाँ से दूर चले जाते हैं और धमाके के बाद उस जगह पर आग लग जाती है और उस आदमी का नामो निशान तक दिखाई नहीं देता है। इसके बाद हम स्काइपिया के एंजल सिटी को देखते हैं और यहाँ के सभी पुलिस ऑफिसर्स शहर वासियों को हेलो कहते हैं। 7 लोग जो कि घुसपैठिए हैं हमारे स्काइपिया के अंदर इलीगल तरीके से घुस चुके हैं। आप सभी को उन सब से सावधान रहना होगा, हम बहुत ही जल्द उन घुसपैठियों को पकड़ लेंगे। ये सुनकर स्काइपिया के लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। क्या कहा तुमने? 7 घुसपैठिए, वो भी एक साथ? हाँ। और इधर जंगल के अंदर ये सभी शिकारी आपस में बात कर रहे होते हैं कि कैसे भगवान ने उस आदमी को उठा लिया। नामी भी ये सब कुछ सुन रही होती है और नामी को पता चल जाता है कि ये सभी लोग शिकारी नहीं बल्कि उस भगवान के लिए काम करते हैं। क्या तुमने वो खबर सुनी क्या? 7 लोग इलीगल तरीके से स्काइपिया के अंदर घुस चुके हैं, अब हमें उन्हें पकड़ना होगा। मैं तो उनका सर काट दूंगा। क्या ये लोग हमारे बारे में बात कर रहे हैं? हम 7 लोग हैं और हम बिना पैसे दिए स्काइपिया के अंदर घुसे हैं और उस लेडी ने तो कहा था कि हम बिना पैसे दिए ऊपर जा सकते हैं। लगता है ये उस लेडी की एक चाल थी। ये सब सोचकर नामी बुरी तरह से डर जाती है। मुझे लूफी और उन सभी को बताना होगा। और नामी उस वीवर को लेकर बहुत तेजी से कोनिस की तरफ जाने लगती है और इधर चॉपर सैंड का एक स्टैचू बना रहा है और उस ने भी अपना एक स्टैचू बनाया है जो कि बहुत शानदार है, पर सांजी इसके एक लात मार देता है। नामी की जान खतरे में है और यहाँ पर स्टैचू बना रहा है। बेशर्म आदमी! सांजी सभी लोगों का स्टैचू तोड़ देता है सिवाय लड़कियों का। अरे यार मत कर सांजी, मत तोड़ भाई यार प्लीज। भाई सांजी एक नंबर का लड़की बाज है भाई। और यहाँ पर पगाया एक पुराने से वीवर को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। लगता है ये ठीक नहीं होने वाला, इसके पार्ट्स नहीं मिलते, ये बहुत पुराना वीवर है। और तभी लूफी की नजर कुछ लोगों पर जाती है जो कि सीढ़ियों के जरिए नीचे आ रहे हैं। ये लोग कौन है? कुछ अजीब से लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे इन लोगों ने कुछ यूनिफॉर्म वगैरह पहन रखी है। ये लोग तो सच में बहुत अजीब है भाई। ये लोग हमारी तरफ रेंगते हुए क्यों आ रहे हैं? ये हमारी तरफ ऐसे क्यों आ रहे हैं? ये सभी लोग यहाँ पर पहुँच जाते हैं और ये वही पुलिस है जिसे हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। और इनमें से एक पुलिस वाला लूफी को चिल्लाकर कहता है, तुम ही वो 7 लोग जो कि इलीगल तरीके से यहाँ पर घुस चुके हो, अब तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। जब कॉनिस और पगाया को पता चलता है कि ये सभी लोग इलीगल तरीके से स्काइपिया के अंदर घुसे हैं तो इन्हें बहुत बड़ा झटका लगता है। एक सेकंड, इलीगल तरीके से घुसने का क्या मतलब है सर? ये रही तुम्हारी फोटो और ये फोटो हेवंस गेट की गार्ड ने ली थी जब तुम स्काइपिया के अंदर इलीगल तरीके से घुस रहे थे। सर जी ये जरूर इलीगल तरीके से घुसे हैं पर ये बुरे लोग नहीं है। एक सेकंड, हम लोग इलीगल तरीके से भी नहीं घुसे हैं। हाँ उस आपने सही कहा, वहाँ के गार्ड ने हमें कहा था कि हम बिना पैसे दिए अंदर जा सकते हैं। बस बहुत हो चुका, तुम लोग बहाने बनाना बंद करो और अपनी गलती को स्वीकार कर लो, अपनी गलती को मान लो और हम तुम्हें एक टूरिस्ट बना देंगे और फिर तुम यहाँ पर घूम सकते हो। अच्छा तो इसकी सजा क्या होगी? हाँ तुमने एक जुर्म किया है और तुम्हें इसके लिए पैसे देने होंगे। एक एक्सटोल के अंदर 10,000 बेरीज होती हैं। एक सेकंड, पहले एक आदमी के लिए 1 बिलियन एक्सटोल करेंसी दी है ना? हम 7 हैं तो 7 बिलियन एक्सटोल। अब हमें इसका 10 गुना ज्यादा देना होगा है ना? तो इसका मतलब है हमें 70 बिलियन एक्सटोल्स देने होंगे, यानी कि हमें इन सभी को 7 बिलियन बेरीज देनी होंगी। और ये सुनकर सांजी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। ये तो बहुत ज्यादा है सर। तुम्हारी यही सजा है, अगर तुमने हमें ये पैसे नहीं दिए तो तुम्हारे ऊपर वाले का कहर बरसेगा। लेकिन ये पुलिस वाला नोटिस करता है कि इसकी बातों पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। सच में ये लोग बहुत ज्यादा बदतमीज हैं। और इस तरफ नामी इन सभी के पास वापस आ रही है। मुझे उन सभी को बताना होगा, हमारी जान खतरे में है। और यहाँ पर लूफी डिसाइड करता है कि वो उसकी बोट का यूज करके जाएगा नामी को बचाने के लिए। अरे यार नामी बस घूमने गई है, वो बस थोड़ी ही देर में आने वाली है। मुझे सब पता है वो घूमने नहीं गई है। लेकिन उस चॉपर को चुप करा देता है। साले चॉपर चुप कर जा, अगर मैंने झूठ नहीं बोला तो ये लूफी निकल जाएगा उसे बचाने के लिए। हम लोग उस खतरनाक जगह पर जाकर मारे जाएंगे बेवकूफ। सर जी प्लीज थोड़ा सा वेट कीजिए, हमारी साथी आने ही वाली है, हम आपके सारे पैसे आपको लौटा देंगे। पगाया उस वीवर को ठीक करने लग जाता है और उसे टूटे हुए वीवर को देखकर इस पुलिस वाले को लगता है कि इसे लूफी ने तोड़ा है
तुमने ये तोड़कर अच्छा नहीं किया। अब तुम्हें 11 डिग्री की सजा दी जाएगी क्योंकि स्काइपिया की प्रॉपर्टी है। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, मुझ पर झूठे इल्जाम मत लगाओ। उसॉप दूर से ये बात सुनता है और उसॉप इसे चुप करा देता है। माफ करना सर, ये थोड़ा सा नादान है। सभी लोग आराम करने लगते हैं और जोरो भी सो रहा है हमेशा की तरह। और लूफी, उसॉप और चॉपर फिशिंग करने लगते हैं और अचानक से इनके हाथ में एक बहुत बड़ी मछली आ जाती है और ये बड़ी मछली एक मॉन्स्टर होती है जो कि आते ही कॉनिस पर हमला कर देती है और इसे खाने ही वाली होती है। पर तभी जोरो यहाँ पर आ जाता है और इस मछली के ऊपर हमला करके कॉनिस को इससे बचा लेता है। शुक्रिया जोरो बेटा। पर तभी पुलिस वाला यहाँ पर आ जाता है और कहता है, ये बहुत ही रेयर मछली है जो कि स्काइपिया के अंदर पाई जाती है और ऐसी मछली को मारना कानूनन जुर्म है और इसके लिए तुम्हें 10 डिग्री की सजा दी जाएगी। साले जोरो, सच में तूने मार दिया कैसे? नहीं, मैंने तो बस इस पर तलवार से हमला किया था, मैंने इसे मारा नहीं है। उसॉप उस मछली की एक लात मारता है। ये देखिए सर, ये जिंदा है। अरे वाह, कितनी टेस्टी लग रही है। लूफी हट जा, ये खाने के लिए नहीं है। पर लूफी उस मछली को खाने के लिए आगे बढ़ने लगता है। अगर तुमने इसे खाया तो तुम्हें 9 डिग्री की सजा दी जाएगी। पर आखिर ये मछली छूटकर भाग जाती है और बात पे तुम एक नई सजा सुना देते हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मुझसे ऐसे बात करने के लिए अब तुम्हें 1 डिग्री की सजा दी जाएगी। नहीं जोरो, रुक जा, पुलिस वालों से पंगा नहीं लेना है। सर जी माफ कर दीजिएगा, ये थोड़ा सा नादान है। जोरो ने बिल्कुल सही कहा, ये पुलिस वाला अपनी मनमानी कर रहा है। चौपर, चुप कर जा साले। एक सेकंड, क्यों ना हम कोई ऐसा काम करें जिससे किसी को भी तकलीफ नहीं होगी और ये सभी लोग यहाँ पर सो जाते हैं ताकि ये लोग और कुछ गड़बड़ ना कर दें। पर तब ये पुलिस वाला बोलता है, तुम खराटे ले रहे हो जिसकी वजह से नॉइस पोल्यूशन बढ़ रहा है। ये एक जुर्म है जिसके लिए तुम्हें 7 डिग्री की सजा सुनाई जाएगी। बस बहुत हो चुका इसका, अब नहीं बचता ये अपनी मनमानी कर रहा है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। और तभी नामी बहुत तेजी से यहाँ पर आने लगती है। नामी साहना वापस आ गई। नामी, ये लोग हमसे 70 मिलियन बैरिस मांग रहे हैं। और नामी वीवर पर बैठी हुई ये सब कुछ सुन लेती है। क्या कहा तुमने? 70 मिलियन बैरिस? नामी एक्सीलेटर पर पैर दबा देती है और उस वीवर की स्पीड और भी ज्यादा तेज कर देती है। और तभी नामी यहाँ पर आती है और उस पुलिस वाले के एक जोरदार टक्कर मार देती है और ये बंदा दूर जाकर गिरता है। माफ करना, मुझे इसमें ब्रेक लगाना नहीं आता। ये सभी पुलिस ऑफिसर्स अपने लीडर को संभालते हैं। ये क्या हो गया सर जी आपको? तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब शायद पुलिस वाला तुम्हें छोड़ेगा नहीं। हो सकता है गुस्से में आकर तुम्हें 5 डिग्री की सजा सुनाते। हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? पहले भी इसने 1 से लेकर 11 तक सुना रखी है। नहीं, 5 डिग्री की सजा सबसे ज्यादा खतरनाक होती है क्योंकि इसमें तुम्हारी शिप को बादलों के ऊपर छोड़ दिया जाएगा, कम से कम भी 200 या 300 सालों के लिए, और इंतजार किया जाएगा जब तक तुम्हारा शरीर हड्डियों में नहीं बदल जाता और तुम्हारी मौत ना हो जाए। तो इसका मतलब है कि जो शिप हमारे ऊपर गिरी थी उसको भी यही सजा सुनाई गई होगी, है ना? क्योंकि हमें भी उसके अंदर से स्केलेटन्स मिले थे। पर सारे पुलिस ऑफिसर्स नामी पर चिल्लाने लगते हैं, ये तुमने क्या कर दिया? अरे यार, मुझे माफ करना, ये बस एक छोटा सा एक्सीडेंट है, मुझे वो वेवर चलाना नहीं आता है। और पगाया इनके लीडर को अपने घर पर लेकर जाने लगता है इसका इलाज करने के लिए। और ये सभी पुलिस ऑफिसर्स ऐसा ही करते हैं और रेंगते हुए इसे पगाया के घर पर लेकर जाने लगते हैं। मैं जानती हूँ तुम लोग बुरे नहीं हो, मेरी बात मानो, इस चीज का फायदा उठाओ और यहाँ से अभी इसी वक्त भाग जाओ, वरना उसे एक बार अगर होश आ गया तो वो तुम्हें मौत की सजा सुना सकता है। और कॉनिस के यहाँ से जाने के बाद नामी इन सभी से कहती है, दोस्तों मुझे लगता है हमें यहाँ से निकलना चाहिए। और यहाँ पर कॉनिस के घर के अंदर कॉनिस इस ऑफिसर का इलाज कर रही है। काश जल्दी से ठीक ना हो जाए। पर तभी अनफॉर्चुनेटली इस पुलिस ऑफिसर को होश आ जाता है मुझे वहीं पर लेकर चलो जहाँ पर वो लोग थे। और यहाँ पर ये सभी लोग जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन लूफी किसी का इंतजार कर रहा है। लूफी, क्या हुआ तुम्हें? जल्दी शिप पर बैठो यार, हमें यहाँ से निकलना होगा। अगर हम यहाँ पर थोड़ी और देर रुके तो हम खतरे में पड़ सकते हैं। लेकिन नामी, अगर हम यहाँ से भाग जाएंगे तो सारा शक कॉनिस और उसके फादर पर आ जाएगा और उन्हें बिना बात के अरेस्ट कर लिया जाएगा। और तभी पुलिस ऑफिसर्स कॉनिस और पगाया यहाँ पर आ जाते हैं। तुमने एक पुलिस ऑफिसर पर हाथ उठाया है। मैंने आपको कहा ना, वो बस एक एक्सीडेंट था। अरे यार, हमने देर कर दी, हमें भाग जाना चाहिए था। लूफी चलो यहाँ से भाग चले। ये भागने वाले हैं, जल्दी इन पर हमला करो। नामी, तुम शिप पर जाओ, मैं बहुत ही जल्द आ जाऊंगा। पुलिस वाले इन सब पर हमला कर देते हैं पर इनके हमले से लूफी बच जाता है। ये हमला किसी बादल की तरह होता है और ये सभी पुलिस ऑफिसर्स इन बादलों की लाइंस के ऊपर आ जाते हैं और उस पर फिसल कर लूफी का पीछा करने लगते हैं। लूफी यहाँ से भागने की कोशिश करता है और जैसे ही पुलिस ऑफिसर्स लूफी के पास आते हैं तो लूफी अपने हाथ को बड़ा करके एक पेड़ को पकड़ लेता है और दूर हवा में पहुंच जाता है। ये सब देखकर कॉनिस हैरान रह जाती है कि इस लूफी के हाथ बड़े कैसे हो रहे हैं और लूफी अपना हानाबी अटैक यूज करता है। ये तो एक डेविल फ्रूट यूजर है। लूफी गोल गोल घूमते हुए हवा में से सभी पुलिस ऑफिसर्स के एक एक पंच मार देता है और ये सभी पुलिस ऑफिसर्स लूफी के एक ही पंच में नॉक डाउन हो जाते हैं और आसमान में से सभी पुलिस ऑफिसर्स की बारिश होने लगती है। और तभी धुएं की आड़ में एक पुलिस ऑफिसर छुपकर लूफी पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सांजी इसे एक लात मारकर इसे भी बेहोश कर देता है। सारे पुलिस ऑफिसर्स हार चुके हैं। नामी, हमारे पास कितनी बैरीज है? जोरो, हमारे पास सिर्फ 50,000 बैरीज बची हैं। अरे यार, इसका मतलब हम तो बहुत गरीब है भाई। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से है लूफी, बहुत खाते हो, सारे पैसे तुम्हारे खाने पर लग गए। और तभी पीछे से हंसने की आवाज आती है और हमें पता चलता है कि दूर झाड़ियों के अंदर वो पुलिस ऑफिसर्स का लीडर अभी भी बचा हुआ है। तुम हमसे बच गए पर तुमने मेरे ऑफिसर्स को मारकर अच्छा नहीं किया और भगवान और यहाँ के नियमों के मुताबिक ये एक 2nd डिग्री का जुर्म है और इसकी सजा तुम्हें खुद भगवान के पुजारी देंगे और तुम भगवान के पुजारियों के हाथों मारे जाओगे। सभी पुलिस ऑफिसर्स लूफी से हार जाते हैं और यहाँ से चले जाते हैं और नामी लूफी को बताती है, जब हम स्काइपिया के अंदर एंट्री कर रहे थे तब हमें हेवंस गेट पर उस बूढ़ी औरत ने कहा था कि हमें एंट्री फीस देने की कोई जरूरत नहीं है, तुम ऐसे भी जा सकते हो। और उसने तो हमारी फोटोज भी ली थी। और अभी सभी लोग हमें क्रिमिनल्स कह रहे हैं कि हमने इलीगल तरीके से एंट्री ली है, हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए भाई। और तभी पगाया और कॉनिस लूफी और इन सभी से दूर जाकर खड़े हो जाते हैं। सर, आपको क्या हुआ? आप हमसे दूर क्यों चले गए? क्योंकि तुम सभी लोग अब 2nd डिग्री के क्रिमिनल्स बन चुके हो, तुम्हारे पास रहना खतरे से खाली नहीं। अरे यार, मुझे इन सबसे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस वहाँ पर जाना है जिसे ये लोग सीक्रेट प्लेस कहते हैं। ये सुनकर नामी को बहुत गुस्सा आ जाता है और लूफी को मारने लगती है। साले लूफी, हमारे साथ पहले ही इतना सब कुछ हो चुका है, हम यहाँ के 2nd डिग्री के क्रिमिनल्स बन
बन चुके हैं और तुम्हें अभी भी रूल्स तोड़ने हैं। अरे यार नामी, हम सेकंड डिग्री के क्रिमिनल्स तो बन चुके हैं। चलते हैं भाई, क्या बिगड़ जाएगा हमारा अब। वो सॉप कॉनिस और उसके फादर से पूछता है कि कोई ऐसा तरीका नहीं है कि लोग वापस से नीले समुद्र में चले जाएं जहाँ से लोग आए हैं। एक रास्ता है, पर मैं ये नहीं कह सकती कि ये पूरी तरीके से सेफ है, और इसके लिए तुम्हें स्काइपिया के नीचे जो समुद्र है वहाँ पर वापस जाना होगा। और जब तुम वहाँ पर पहुँच जाओगे तो तुम्हें बादलों के आखिर में एक रास्ता मिलेगा जिसे क्लाउड एंड कहते हैं, और उधर से तुम नीचे जा सकते हो। हाँ तो लूफी, कहाँ पर जाना है अब? उस पवित्र जगह पर, या फिर कॉनिस जो कह रही है वो? इसका फैसला हम लोग शिप के अंदर बैठकर करेंगे, क्योंकि हम लोग थोड़ी देर और अगर यहाँ पर रुक गए तो कॉनिस और पकाया को और भी ज्यादा तकलीफ हो सकती है। ठीक है नामी। ये सभी लोग शिप की तरफ बढ़ने लगते हैं और तभी लूफी को कुछ ध्यान में आता है और कॉनिस के फादर से कहता है, सर जी क्या अभी जो हमने खाना खाया था वो आपने रखा हुआ है? हाँ रखा हुआ है। क्यों? सांजी सारे लंच बॉक्सेस लेकर आ जा, वो खाना हम लोग पैक करके लेकर चलते हैं। हाँ ठीक है लूफी। और उस भी पकाया के पास जाता है। सर जी आप तो एक डायल इंजीनियर है ना, तो आपके पास औजार तो होंगे ही, मुझे मेरी शिप को ठीक करने के लिए कुछ औजार चाहिए थे। हाँ ठीक है, मेरे घर पर आ जाओ, मैं तुम्हें वो सारे औजार दे दूंगा। नामी देखती है कि उसॉप, सांजी और लूफी वापस से पगाया के घर पर जा रहे हैं। ये देखकर नामी को बहुत गुस्सा आ जाता है। यार कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं ये लोग। और चॉपर भी उनके साथ जाने लगता है। साले चॉपर तू भी लूफी की साइड है या मेरी तरफ? डिसाइड कर ले तू। मैं किसी की तरफ नहीं हूँ। हाँ भी जोरो, तूने क्या डिसाइड किया फिर? नामी तुम वैसे भी लूफी को नहीं रोक सकती वहाँ पर जाने से। और ऐसा बोलने के बाद जोरो भी शिप के ऊपर जाकर सो जाता है। और हम देखते हैं कि सभी पुलिस ऑफिसर्स यहाँ से जा चुके हैं, सिवाय इनके लीडर के, जो कि अभी भी झाड़ियों के अंदर छुपकर ये सब कुछ देख रहा है। जैसे ही तुम लोग अपनी शिप का एंकर उठाओगे वैसे ही तुम लोग उस पवित्र जगह पर पहुंच जाओगे जहां भगवान और भगवान के पुजारी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर देंगे। इसके बाद कॉनिस भी शिप के ऊपर आ जाती है। नामी, इस जगह पर एक ऐसा करंट है जो कि तुम्हें स्काइपिया से वापस इसे सफेद समुद्र के अंदर लेकर जा सकता है, और अगर तुम एक बार वापस वहाँ पर पहुँच गए तो तुम क्लाउड एंड तक जाकर वापस से नीले समुद्र की तरफ जा सकते हो। अच्छा सच में? ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जा सकती हूँ। तब तक तुम अपनी शिप का एंकर उठाओ, मैं अपना वीवर लेकर आती हूँ। पर ये बात कॉनिस घबराते हुए कहती है, जिससे कि रॉबिन कॉनिस पर शक करने लगती है। और यहाँ पर पगाया के घर के अंदर लूफी और ये सांजी खाना पैक करने में लगे हुए हैं। और यहाँ पर कॉनिस कहती है, तो ठीक है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, प्लीज आप अपना एंकर उठा लीजिए। और कॉनिस यहाँ से चली जाती है। क्या बात है, अब इसके बाद हम लोग सफेद समुद्र में जाने वाले हैं और फिर क्लाउड एंड में जाकर नीचे नीले समुद्र में। हाँ लेकिन उसने जो करंट बताया उसका होना भी जरूरी है। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? वो स्पेशल करंट जरूर होगा, कॉनिस ने कहा है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई करंट सच में एग्जिस्ट करता होगा। अगर ऐसा कोई आसान रास्ता होता तो नीचे और भी लोग होते जो कि स्काइपिया घूमकर आ चुके होते, वो भी सही सलामत जिंदा। अरे यार तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो रॉबिन, ऐसा कुछ नहीं है। और चॉपर शिप के एंकर को भी हटा देता है और कॉनिस भी जाते हुए गोइंग मैरी को बहुत अजीब नजरों से देख रही है। और गोइंग मैरी भी बीच बादलों के अंदर है, वो भी बिना अपने एंकर के। और तभी गोइंग मैरी के नीचे से दो अजीब सी रोशनी बाहर आती है और इस तरफ कॉनिस अपने घर पर आ चुकी है। अरे वाह सांजी, तुमने तो बहुत अच्छा खाना सजाया है। हाँ वो इसलिए क्योंकि मैंने इसे बहुत मेहनत से बनाया है। पर इसका क्या फायदा भाई, पेट के अंदर जाने के बाद एक जैसा हो जाएगा सब कुछ। साले लूफी चुप कर जा, तू तुझे कुछ नहीं पता। इसे डेकोरेशन कहते हैं, प्रेजेंटेशन, समझा? समझ गया, ठीक है। उस सबको कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। उस सबको समुद्र के अंदर कुछ अजीब सी हलचल सुनाई देती है, जैसे कि कोई बहुत बड़ी चीज गोइंग मैरी की तरफ आ रही है। और अचानक से गोइंग मैरी हिलने लगती है। ये क्या हो रहा है? और झाड़ियों में बैठा हुआ ये पुलिस ऑफिसर हंस रहा होता है। अब भगवान तुम्हें दिखाएंगे कि हमारे साथ बदतमीजी करने का क्या नतीजा होता है। उस सब सांजी और इन सभी लोगों को बुलाता है। ये देखो वो सामने गोइंग मैरी हिल रही है। सांजी अपनी दूरबीन से देखता है, पर शिप की जगह देखता है कि नामी ने अपने कपड़े बदल लिए हैं। अरे यार नामी सा ने वो टी शर्ट क्यों पहन ली? साले क्या दिख रहा है तू? मैं तुझे क्या दिखा रहा हूँ? सांजी साले ठरकी, वो शिप कहीं पर जा रही है। अरे ये तो कमाल हो गया, शिप उल्टी जा रही है भाई। आखिर वो पीछे की तरफ कैसे सेल कर सकती है? हमारी शिप सेल नहीं कर रही लूफी, यहाँ तक कि उसकी सेल भी बंद है। और तभी पानी में से एक परछाई दिखाई देती है जो कि शिप को कहीं दूर लेकर जा रही है। चॉपर ये देखकर रोना शुरू कर देता है। ये हमारे साथ क्या हो रहा है? फिर पता लगता है कि पानी में से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बाहर निकलता है और गोइंग मैरी को अपने सर के ऊपर उठा लेता है। जोरो शिप से नीचे कूद जाता है अपनी तलवारों को लेकर और सी मॉन्स्टर के सिर के ऊपर जाकर हमला कर देता है, जिसकी वजह से इस सी मॉन्स्टर के सिर के ऊपर क्रैक्स आ जाते हैं। जोरो इसका कोई फायदा नहीं। क्यों? इसका असर तो हो रहा है। जरा अपने पीछे देखो, वहाँ और भी सी मॉन्स्टर्स हैं जो कि अपना मुंह खोलकर खड़ी हैं। वो हमें चेतावनी दे रही हैं। अगर हमने कोई भी होशियारी की तो हम उस सी मॉन्स्टर के पेट के अंदर होंगे। अगर हमने इन सी मॉन्स्टर्स को मार भी दिया और पानी में कूद भी गए तो पीछे जो मॉन्स्टर्स आ रहे हैं वो हमें कच्चा चबा जाएंगे, यानी कि हमारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा है। लूफी कहाँ पे हो? और यहाँ पर लूफी, सांजी और उसॉप अपनी शिप को जाता हुआ देख रहे हैं और इन सभी की आंखों के सामने ही गोइंग मैरी दूर चली जाती है। अरे यार वो मॉन्स्टर हमारी शिप को कहाँ पर लेकर चला गया? लगता है वो सी मॉन्स्टर तुम्हारी शिप को अपर यार्ड नाम की एक जगह पर लेकर गया है जहाँ पर भगवान के पुजारी रहते हैं और वहाँ पर लोगों की बलि भी चढ़ाई जाती है। इसका मतलब तुम्हारा वो भगवान मेरी नामी सान की बलि चढ़ाने वाला है। मैं तुम्हारे भगवान को छोड़ूंगा नहीं। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो बलि चढ़ाने वाले हैं, वहाँ बलि चढ़ाने के साथ साथ परीक्षा भी ली जाती है और हो सकता है कि भगवान ये सब करके तुम्हारी परीक्षा ले रहा हो। अगर मेरे पास स्काइपिया का मैप होता तो मैं तुम्हें अच्छे से समझा सकता था। एक सेकंड, हमारे पास वो है, ये मैप लूफी को मिला था। ये सभी लोग अंदर चले जाते हैं और पकाया मैप को खोलता है और बताता है कि इस वक्त ये लोग कहाँ पर हैं। इस जगह का नाम है एंजल्स बीच और ये मॉन्स्टर इनके सभी साथियों को लेकर अपर यार्ड में लेकर जा रहा है, यानी कि यहाँ पर। और यहाँ पर उस भगवान के सभी पुजारी रहते हैं और यही वही पवित्र जगह है जहाँ पर जाना मना है। ये मैप तो बहुत पुराना है, अब तो वहाँ पर मिल्की रोड्स बन चुकी हैं जिस पर शिप चला करती है। वहाँ पर कम से कम भी 100 से ज्यादा मिल्की रोड्स हैं और उन्हें उस डायल वाली शिप को लेकर उसी मिल्की रोड पर जाना होगा। और जब तुम वहाँ पर पहुँच जाओगे तो वहाँ पर 4 भगवान के पुजारी तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। मुझे लगता है ये बस एक परीक्षा है, हमारे साथियों को कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। अब इसके बाद लूफी अपना बैग पैक करके कहीं पर निकल
पड़ता है और तभी उसप और सांजी भी भगते हुए पीछे से आ जाते हैं। अरे यार, मैं यहाँ पर रुककर कॉनिस और उसके पापा पर बोझ नहीं बनना चाहता। अच्छा तो ऐसी बात है, वहाँ पर जाने का रास्ता मालूम है कि तुम्हें? और लूफी सोच में पड़ जाता है क्योंकि इसे वहाँ का रास्ता नहीं पता है। साले तुझे रास्ता तक नहीं पता है और बैग पैक करके अकेले कहाँ पर जा रहा था? पागल है क्या? अरे यार चलो अब तुम लोग भी आ चुके हो ना, एक काम करते हैं, वहाँ से एक बोट को चुरा लेते हैं और बोट को चुराने के बाद हमारे मैप का यूज करके मिल्की रोड से वहाँ तक पहुँच जाएंगे। भूल जा लूफी, ये मैप बहुत ज्यादा पुराना है और इसके अंदर मिल्की रोड के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। हमें उस जगह पर जाने का कोई भी रास्ता नहीं पता है। तभी कॉनिस भी यहाँ पर आ जाते हैं। मेरे पापा ने कहा है कि वहाँ तक जाने में मैं आपकी हेल्प करूँ और आपको बताऊँ कि वहाँ पर कैसे जाते हैं। तुम्हारा शुक्रिया कॉनिस। और लूफी बहुत अजीब तरीके से कॉनिस को देखने लग जाता है। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ कि वहाँ पर कैसे जाना है। और सारे लोग कॉनिस के साथ चल पड़ते हैं, लेकिन झाड़ियों के पीछे वही पुलिस वाला लीडर इन पर अभी भी नजर बनाए रखे हुए है। इन्हें तो अब पता चलेगा हमारे साथ पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। अब इसके बाद कॉनिस इन सभी को लवली स्ट्रीट नाम की एक जगह पर लेकर जाती है। हाँ तो अब यहीं से तुम्हें मिल्की रोड मिलेगा, यहाँ से तुम पवित्र जगह पर जा सकते हो और मैंने तुम्हारे लिए एक बोट भी बुक कर दी है। और बादलों के ऊपर अभी भी पुलिस वाले इन पर नजर रखे हुए हैं। इन्हें किसी भी तरह से पवित्र जगह पर पहुंचाना होगा। सर जी, लगता है वो खुद ही वहाँ पर जा रहे हैं। सभी इंसानों को अपनी मौत से बहुत ज्यादा डर लगता है, इसलिए वो वहाँ पर नहीं जा सकते। हो सकता है वो वहाँ पर जाने का बस दिखावा कर रहे हो। अब इसके बाद ये सभी लोग चलते चलते लवली स्ट्रीट पर पहुंच जाते हैं। ये तो किसी छोटे टाउन की तरह है, यहाँ पर सभी चीजें बादलों की बनी होती हैं। लेकिन जैसे ही सभी लोग आगे बढ़ते हैं तो स्ट्रीट के सभी लोग इन्हें देखकर पीछे हट जाते हैं और इनसे बुरी तरह से डर जाते हैं। हाँ ये आम बात है, क्योंकि हम यहाँ के सेकंड डिग्री के क्रिमिनल्स बन चुके हैं। कितना मजा आ रहा है ना सांजी, हमसे डरकर भाग रहे हैं। अरे यार क्या मजा आ रहा है, सारी खूबसूरत लड़कियां मुझे देखकर भाग रही हैं। और लवली स्ट्रीट के ऊपर पुलिस वालों का लीडर भी पहुंच चुका है। बस थोड़ी सी देर और। इसके बाद एक दुकान के ऊपर लूफी को एक फल मिलता है। ये फल कितने का है? लेकिन यहाँ का दुकानदार लूफी को देख कर डर जाता है। मुझे नहीं पता, यहाँ से चले जाओ। अरे यार क्या लोग हैं यहाँ के, कितना अजीब बिहेव कर रहे हैं। लूफी को रास्ते में चलते चलते एक रस्सी दिखती है और उसे गलती से पकड़ लेता है और ऊपर बादलों से बनी एक दुकान के अंदर पहुंच जाता है, जो कि एक डायल की दुकान होती है। क्या बात है, कमाल का रास्ता था यार। और देखता है कि उसके चारों तरफ डायल्स ही डायल्स हैं। इसके बाद लूफी को एक बहुत बड़ा डायल मिलता है, जो कि एक विंड डायल है। लगता है मुझे इसे खरीद लेना चाहिए। अगर मैं इसे गोइंग मैरी के ऊपर लगा दूंगा तो हमें चलने के लिए हवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। और लूफी गलती से इस डायल के बटन के ऊपर हाथ रख देता है और उस डायल की हवा लूफी को दूर फेंक देती है और लूफी वापस से नीचे की तरफ गिर जाता है। लूफी क्या कर रहा है, पागल हो गया क्या? अभी अभी तुम आसमान से गिरे, ये सब खेलने का समय नहीं है, हमें हमारे दोस्तों को बचाना होगा लूफी। इसके बाद सभी लोग एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर एक पत्थर की मूर्ति रखी होती है। इस पत्थर की पूजा पूरे स्काईपिया में की जाती है और सभी लोग इस मूर्ति को बहुत ज्यादा मानते हैं। अरे यार तुम लोग तो बहुत अजीब हो यार, तुम लोग एक पत्थर की पूजा करते हो। तुम इस बात को नहीं समझोगे क्योंकि तुम नीले समुद्र से आए हो और ये तुम्हारे लिए अजीब ही होगा। ये सभी लोग वापस चलने लगते हैं और कॉनिस इन सभी को बंदरगाह पर लेकर चली जाती है, जहाँ पर अलग अलग तरह की शिप्स रखी होती हैं। और लूफी को एक शिप बहुत पसंद आ जाती है। क्या बात है, ये शिप तो कमाल की है। क्या यही वो शिप है जो कि तुमने हमारे लिए बुक की है? नहीं लूफी, हमारी वाली शिप अभी आगे आने वाली है। लगता है हमारी शिप इससे भी बेहतर होगी। चलो देखते हैं हमारी शिप कैसी होने वाली है। ये रही वो शिप जो कि मैंने तुम्हारे लिए बुक की है। ये क्या भाई, ये तो किसी करो की तरह दिख रही है। ये कैसी शिप है? अरे यार मुझे उस पवित्र जगह पर अब नहीं जाना है। ये बात सुनकर कॉनिस बुरी तरह से घबरा जाती है। तुम्हें क्या हो गया? और पुलिस वालों का लीडर ये सब कुछ सुन लेता है और कहता है, इन इंसानों ने अपने असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। लगता है इस लड़के को अपनी मौत से डर लग गया। मैं जाऊंगा तो उस वाली शिप में जाऊंगा, वरना मैं नहीं जाने वाला। अरे यार ये बच्चा सच में पागल है क्या? पर वो शिप तो बहुत महंगी है। ये सुनकर सांजी इसे पीट देता है। साले कॉनिस ने बहुत मुश्किल से हमारे लिए एक शिप बुक की है और तुम ऐसी बातें कर रहे हो लूफी। और पिटने के बाद लूफी, ये क्या हालत होगी भाई इसकी। ठीक है कॉनिस, उसी वाले पे चलते हैं यार। मैं चला जाऊंगा इसी पे, पर मुझे ये कुछ खास पसंद नहीं आई, सच्ची बता रहा हूँ। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें वो रास्ता दिखा देती हूँ। और कॉनिस इन सभी को सही रास्ते पर लेकर जाने लगती है। चलते चलते कॉनिस रुक जाती है और इसके मन में कुछ चल रहा होता है, लेकिन लूफी और इन सभी को दिखाना नहीं चाहती। सामने की तरफ इशारा करती है। वो रहा वो मिल्की रोड जो कि उस पवित्र जगह पर जाता है। वहाँ से चलकर तुम पवित्र जगह पर पहुँच जाओगे। रास्ता बताने के लिए तुम्हारा शुक्रिया कॉनिस, पर तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही हो? ये सुनकर कॉनिस घबरा जाती है। अरे यार कहीं इस लड़के को पता तो नहीं चल गया? हाँ लूफी, वो इसलिए क्योंकि कॉनिस हमारी चिंता कर रही है। नहीं ऐसा नहीं है, मैंने भी नोटिस किया था, ये कॉनिस बहुत अजीब बिहेव कर रही है। आखिर बात क्या है कॉनिस, हमें बताओ यार। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुमसे कुछ छुपा रही हूँ? बंदरगाह पर मौजूद सभी लोग कहते हैं, अगर इस लड़की ने अपना मुंह खोल दिया तो इसे कोई नहीं बचा सकता, इसकी मौत तो तय है। कॉनिस आखिर बात क्या है? दरअसल बात यह है कि। और तभी वो पुलिस वाला चिल्लाता है, ए लड़की अपना मुंह मत खोलियो। ये कौन है भाई, वहाँ पर कौन छुपा है? पर लूफी की आवाज सुनकर ये पुलिस वाला वापस से छुप जाता है। कॉनिस को समझ में नहीं आता कि इसे अब क्या करना चाहिए। कॉनिस अपने फादर को याद करती है, जो कि घर पर बैठे हैं और उदास हैं, और उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा कि उनके साथ ही क्या हो रहा है। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं, जिससे कि हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। पगाया अपनी बेटी कॉनिस से कहता है, हमें उन सभी को वहाँ पर पहुँचाना ही होगा। नहीं पिताजी, हम ऐसा नहीं कर सकते। लूफी और वो सभी लोग बाकी लोगों से बहुत अलग हैं। वो लोग दिल के बहुत अच्छे हैं। मैं जानता हूँ बेटी, पर हम लोग भी स्काईपिया के अंदर रहते हैं और अगर किसी ने जुर्म किया है तो हमें जबरदस्ती उस मुजरिम को उस बलि चढ़ाने वाली जगह पर लेकर जाना ही होगा। और अगर हमने उनको उस पवित्र जगह पर नहीं बेचा तो उसकी सजा हमें भी मिल सकती है। और यही बातें पगाया अपने सर पर हाथ रख के अपने घर के अंदर बैठकर सोच रहा होता है कि इसने जो कुछ भी किया वो सही किया या गलत। और यहाँ पर बंदरगाह पर भी कॉनिस ने ये सारी बातें लूफी और इन सभी को बता दी हैं, रोते हुए। मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, ये भगवान का आदेश था। और बंदरगाह के लोग ये सुनकर हैरान रह जाते हैं। अरे यार इसने बता दिया, इसने भगवान के आदेश को तोड़ दिया, अब ये लड़की नहीं बचेगी। तुम्हारे बाकी के दोस्तों को अपरिहार हमने ही पहुंचाया है लूफी। कॉनिस ये तुम क्या कह रही हो? मैंने ही उन्हें कहा था कि तुम अपनी शिप का एंकर उठा लो और वो एक सिग्नल था ताकि वो क्रैब
वाला मॉन्स्टर सही टाइम पर तुम्हारे दोस्तों को अपने यहाँ लेकर चले जाए। हमने ही उस क्रैब को बुलाया था। ये सारी बातें सुनकर लूफी बहुत गुस्से में आ जाता है, पर ये गुस्सा कॉनिस के लिए नहीं बल्कि भगवान के लिए है। कॉनिस, तुमने जो किया उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारे पास और कोई चारा ही नहीं था। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो भी यही करता, अपनी जान बचाने के लिए। और तभी सांजी, उसॉप और लूफी चिल्लाकर कॉनिस से कहते हैं, हम लोग वैसे भी वहाँ पर जाने वाले थे कॉनिस, लेकिन तुमने हमें ये बताकर अच्छा नहीं किया, क्योंकि अब तुम्हारी जान भी खतरे में आ सकती है। तभी आसमान में एक रोशनी दिखाई देती है। ये तो भगवान की रोशनी है, लगता है भगवान इस लड़की को सजा देने वाले हैं। सब लोग दूर हट जाओ। और तभी हर तरफ रोशनी हो जाती है। सांजी, उसॉप और लूफी भी उस रोशनी को देखते हैं, लेकिन लूफी कॉनिस को अपने हाथ में उठाकर दूर भागने की कोशिश करता है। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा कॉनिस, लेकिन ये रोशनी इतनी ज्यादा बड़ी होती है, इसका कोई फायदा नहीं, हम उस रोशनी से नहीं बच पाएंगे। और कुछ सेकंड्स में ही वो रोशनी नीचे जमीन पर आकर गिरती है और चारों तरफ तबाही मच जाती है और एक जोर की आवाज आती है। थोड़ी देर बाद धुआं हट जाता है। लूफी, कॉनिस, कहाँ पर हो? और हमें पता चलता है कि उस रोशनी की वजह से जमीन के अंदर एक बहुत बड़ा गड्ढा हो चुका है। और तभी उस गड्ढे के अंदर से स्काई नाइट आता है अपने घोड़े पर सवार होकर, और उसके हाथों में कॉनिस और लूफी होते हैं। अच्छा, तो स्काई नाइट ने इन दोनों को बचा लिया। हाँ, ये सब कुछ वो एनरू करवा रहा है, लेकिन मैं इस लड़की की जान बचाऊंगा उस एनरू से। और ऐसा बोलने के बाद ये लूफी को नीचे उतार देता है। तुम जिससे लड़ने जा रहे हो बच्चे, उसकी ताकत का नमूना तुमने देख ही लिया होगा। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, होगा भगवान अपने घर पर होगा। उसने मेरे दोस्तों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है और ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब वो मेरे हाथों से नहीं बचने वाला। अपना ख्याल रखना बच्चे, और चिंता मत करो, मैं कॉनिस को बिल्कुल सही सलामत रखूंगा। और स्काई नाइट कॉनिस को लेकर यहाँ से चला जाता है। जब स्काई नाइट हवा में होता है तो कॉनिस कहती है, मुझे आपका असली नाम पता है, आपका असली नाम गेनफॉल है ना? मैं जानती हूँ कि आप कौन है। और यहाँ पर लूफी नीचे बोट के ऊपर बैठ चुका है, वही करो वाली बोट के ऊपर, और उसका एक्सीलेटर दबाकर अपर यार्ड की तरफ निकल जाता है। पुलिस वालों का लीडर ये सब कुछ देखकर हक्का बक्का रह जाता है कि अभी अभी इन लोगों ने भगवान का एक बहुत ज्यादा खतरनाक रूप देखा, लेकिन फिर भी इन लोगों को बिल्कुल भी डर नहीं लगा और अपर यार्ड की तरफ जा रहे हैं। लूफी, सांजी और उसॉप उस छोटी सी बोट के ऊपर बैठकर मिल्की रोड के रास्ते से उस पवित्र जगह पर जाने लगते हैं, यानी कि अपर यार्ड में। देखो, हमें कॉनिस की चिंता करने की जरूरत नहीं है, स्काई नाइट उसे लेकर गया है, वो उसका ख्याल जरूर रखेगा। और थोड़ी देर तक चलते चलते ये सभी लोग पवित्र जगह के एक जंगल में पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर पहुंचने के बाद उसॉप अपने मैप में देखकर कहता है, अरे यार, यहाँ पर तो बहुत सारे पेड़ हैं, इन पेड़ों के बारे में इस मैप में कोई जानकारी नहीं। अबे उसॉप, ये मैप 200 साल पुराना है। और जैसे ही लोग जंगल के रास्ते की तरफ जाने लगे तो रास्ता खतरनाक होना शुरू हो गया। अगल बगल में मशाले चल रही हैं और दिखने में बहुत ज्यादा डरावना लग रहा होता है। और जैसे जैसे पानी के अंदर आगे बढ़ते हैं तो इन्हें बहुत सारी शिप्स भी दिखाई देती हैं जो कि टूटी हुई हैं। और तभी इनके सामने एक अजीब सा हथियार आ जाता है जो कि सभी शिप्स को काट रहा होता है। अरे यार, लगता है हमारा भी यही हाल होने वाला है लूफी। लगता है वो हथियार जा चुका है, अब वो वापस नहीं आने वाला उस पर वो हथियार वापस आ जाता है और सभी लोग उस हथियार से अपनी शिप को बचाने लगते हैं। लूफी, जल्दी कुछ कर यार। और लूफी बजूका अटैक करता है नीचे पानी में, जिसकी वजह से इसकी शिप हवा में उड़ जाती है, जिसकी वजह से ये लोग उस हथियार को पार कर लेते हैं। तभी सांजी को आगे से कुछ आवाजें आने लगती हैं, जैसे कि कोई मशीन हो, और आगे एक मशीन होती है। और जैसे ही लूफी की शिप आगे जाती है तो बहुत सारे लकड़ी के भाले इन पर हमला कर देते हैं। सांजी उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर इनकी रफ्तार बहुत तेज होती है। लूफी अपने शरीर को घुमा लेता है और 2 भालों को पकड़ लेता है। अभी इन्हें बताता हूँ। और लूफी अपने शरीर को खुला छोड़ देता है, जिसकी वजह से लूफी बहुत तेजी से घूमता है और बहुत सारे भालों को एक ही बार में शिप से दूर फेंक देता है। और इनकी शिप इस पड़ाव को भी पार कर लेती है और आगे की तरफ निकल जाती है। और यहाँ पर हम गोइंग मैरी के ऊपर जोरो नामी, चॉपर और रॉबिन को देखते हैं। और सभी लोग एक अजीब से प्लेटफॉर्म के ऊपर आ चुके हैं और ये प्लेटफॉर्म एक बलि चढ़ाने वाली जगह है। आखिर ये बलि चढ़ाने का मतलब क्या है नामी? इसका मतलब ये है कि हमें भगवान को सौंप दिया जाएगा चॉपर। हाँ हाश, मुझे तो लगा था कि हमें मार दिया जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही सोचा तुमने चॉपर। इसका मतलब यही है कि हमें मार दिया जाएगा और बेटा तुम्हारा तो मीट सूप बनाया जाएगा। ये सुनकर चॉपर बुरी तरह से डर जाता है और शिप से नीचे कूद जाता है और पानी की तरफ गिरने लगता है। लेकिन तभी रॉबिन इसे बचा लेती है और तभी एक बहुत बड़ी स्काई आइलैंड फिश चॉपर के ऊपर झपट्टा मारने की कोशिश करती है। ये देखकर चॉपर चिल्लाता है, लेकिन जोरो इसे बचा लेता है और उस फिश के ऊपर हमला कर देता है और चॉपर सही सलामत शिप के ऊपर पहुंच जाता है। लेकिन अब जोरो पानी के नीचे आ चुका है और जोरो इस फिश के साथ लड़ने लगता है। और इधर लूफी की शिप एक गोल सी चीज से बचकर भाग रही है और ये अजीब सी चीज लूफी की शिप का पीछा कर रही है और इसके सामने जो भी चीज आती है एक ही झटके में कट जाती है। बस बहुत हो गया इसका, अभी मैं इसे बताता हूँ। और ये चीज लूफी की बोट के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन उसॉप शिप को बचा लेता है और तभी ये चीज अचानक से गायब हो जाती है। और तभी अचानक से एक केंचू जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर इन पर हमला कर देता है, पर सांजी उछलकर इसे मार देता है। ये सब देखकर उसॉप बुरी तरह से डर जाता है। अरे यार, जब मैंने उसे लात मारी तो मुझे पता चल गया उसके अंदर बिल्कुल भी खून नहीं था। पता नहीं ये कैसा मॉन्स्टर था। अगर उसके अंदर खून नहीं है तो उसे खाने में बहुत मजा आएगा, बिल्कुल साफ सफाई के साथ। और इधर नामी, चॉपर और रॉबिन देखते हैं कि जोरो अभी तक पानी से बाहर नहीं आया है। कहीं उस मछली ने जोरो को खा तो नहीं लिया? नहीं, ऐसा नहीं है, पानी के अंदर कोई खून नहीं दिख रहा। और तभी जोरो पानी से बाहर आता है और एक ही मुक्के में इस मछली को हरा देता है। साले जोरो खुद को एक तलवारबाज मानता है, तलवार से क्यों नहीं मारा उसे, मुक्के से क्यों मारा है? अरे ओ पागलारा, चुप कर जा, तुझे कुछ मालूम नहीं। वहाँ पर मैंने उसके जैसी बहुत सारी मछलियाँ देखी जो कि हमारा इंतजार कर रही हैं हमें खाने के लिए। जोरो अपने कपड़े बदलता है और इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ से जाने लगता है। और रॉबिन कुछ एंशिएंट पेंटिंग्स को दिखती है जो कि उसे बहुत प्राचीन और इंटरेस्टिंग लगती हैं। जोरो यार, जंगल में मत जाओ, यहाँ पर भगवान के पुजारी भी हैं, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। मुझे भगवान और उनके पुजारियों से कोई मतलब नहीं नामी, मैं तो भगवान में मानता भी नहीं हूँ। जोरो कितना कूल है। और यहाँ पर नामी भगवान से प्रार्थना करना शुरू कर देती है। भगवान जी, ये जोरो पागल है, थोड़ा सा नादान है, प्लीज इसकी सजा हमें मत देना ना, प्लीज। और इस तरफ लूफी की बोट के सामने वही वॉर्म वाला मॉन्स्टर आ जाता है। लूफी वापस आ
गया ये, अब क्या करें? और इस तरफ रॉबिन और नामी भी डिसाइड करती हैं कि दोनों भी जोरो के साथ जाएंगे। लगता है यहाँ पर खजाना भी होगा। जोरो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। चॉपर, मैं भी इनके साथ जा रही हूँ। तुम कितनी लालची हो, तुम्हारी आंखों में साफ साफ पेरिस दिखाई दे रही है, लालची औरत। और जोरो जंगल में जाने के लिए तैयार हो जाता है। जोरो झूलते हुए उस जंगल के अंदर जाने लगता है। रॉबिन भी ठीक ऐसा ही करती है और आखिर में नामी भी उस जंगल के अंदर आ जाती है। अभी सभी लोग जंगल के अंदर जाने लगते हैं और जाने से पहले चॉपर से कहते हैं, चॉपर, शिप का ख्याल रखना। ठीक है, मैं समझ गया। मैं भी एक दिन इन लोगों की तरह बहादुर बनूंगा। नामी को डर लगता था लेकिन वो फिर भी गई। मुझे भी इन सभी की तरह बनना होगा। और तभी चॉपर को रियलाइज होता है कि ये इस शिप के ऊपर अब अकेला है। अरे यार, इस जंगल में तो भगवान के पुजारी रहते हैं। ओह शिट, मैं गया। और इस तरफ लूफी एक ही पंच में उस मॉन्स्टर को हरा देता है और तभी इनके सामने एक अजीब सा स्टैचू आ जाता है जिसके अंदर 4 मिस्टीरियस डोर्स हैं। अरे यार, अब ये क्या बना है? तो कौन से दरवाजे में जाना है लूफी? हर दरवाजे के ऊपर कुछ लिखा भी होता है। और इस तरफ नामी, जोरो और रॉबिन चॉपर को अकेला छोड़कर जंगल के अंदर आ चुके हैं। अच्छा, तो यही है वो जंगल, हाँ, जहाँ पर वो एनेरू राज करता है। अगर वो भगवान सच में एग्जिस्ट करता तो उसे पहले ही पता चल जाता कि हम यहाँ पर आने वाले हैं। भगवान एनेरू, तुम कहाँ पर हो? ये देखो, मैंने तुम्हारी जमीन के ऊपर कदम रख दिया। अबे ओ, भगवान की ताकतों पर शक मत करो, ठीक है ना? यहाँ पर सिर्फ मैं ही हूँ जिसने उस भगवान की ताकत को देखा है। मैं जानती हूँ वो बहुत ज्यादा बेरहम है। भगवान प्लीज इन दोनों को माफ कर देना। ये दोनों बच्चे हैं अभी, और प्लीज मैं जो खजाना ढूंढने यहाँ पर आई हूँ, प्लीज उसे भी दिलवा देना है, प्लीज। नामी लालची औरत। और जोरो देखता है कि इन्हें अगर आगे जाना है तो इन्हें एक नदी को पार करना होगा और जमीन कच्ची होने की वजह से नामी का पैर फिसल जाता है और नीचे गिरने लगती है। और तभी पानी में से एक स्काई आइलैंड फिश बाहर निकलती है और नामी पर झपट्टा मार देती है, लेकिन जोरो नामी को बचा लेता है। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता नामी? और तभी रॉबिन को नीचे जमीन के ऊपर कोई चीज नोटिस होती है। ये देखो, यहाँ पर ये मामूली सी मिट्टी है। यहाँ पर बादलों से बनी हुई मिट्टी क्यों नहीं है? हाँ रोबिन, तुमने सही कहा। हमने एंजल बीच पर देखा था, वो मिट्टी यहाँ से अलग थी। इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ ऐसा राज है जो कि लोगों से छुपाया जा रहा है। और इस तरफ हम एनेरू के उन 4 पुजारियों को देखते हैं, 4 प्रीस्ट ऑफ गॉड एनेरू, जो कि लूफी और उसके दोस्तों के बारे में बातें करते हैं कि कैसे वो सभी लोग 2nd डिग्री के क्रिमिनल्स बन चुके हैं। उन्हें सजा तो मिलकर ही रहेगी। अब हमें ये डिसाइड करना है कि उन्हें सजा कौन देगा। और इस तरफ हम उन्हीं 4 दरवाजों को देखते हैं जो कि लूफी, उसॉप और सांजी के सामने है। और अब इन्हें डिसाइड करना है कि इन्हें कौन से दरवाजे के अंदर जाना है। एक काम करते हैं, इस वाले दरवाजे पर जाते हैं जिस पर बॉल लिखा हुआ है। अरे यार लूफी, हम ऐसे ही किसी भी दरवाजे में नहीं जा सकते। पहले दरवाजे पर स्वाम्प लिखा होता है जिसका मतलब है दलदल, और हो सकता है कि अगर ये यहाँ पर जाएं तो ये दलदल में डूब जाएंगे। दूसरे पर लिखा है आयरन, और अगर यहाँ पर जाएंगे तो हो सकता है कि इनके ऊपर अचानक से 1000 किलो का लोहा गिर जाए और उनसे इनकी मौत हो सकती है। तीसरे पर लिखा है रोप, और हो सकता है कि यहाँ पर इन्हें एक रस्सी मिल जाए जिस पर ये लोग लटक जाएंगे, और अगर इन्होंने उस रस्सी को छोड़ा तो नीचे जमीन पर आ जाएंगे फिर से। अरे यार, उस सब तो कितना ज्यादा सोचता है। चौथे पर बॉल लिखा है। अरे यार, हो सकता है हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी बॉल गिर जाए और हमें कुचल दे। ना 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 ना, मैं किसी दरवाजे में नहीं जाने वाला। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है और ये सभी लोग अपने आप ही उस बॉल वाले दरवाजे के अंदर जाने लगते हैं। यार, अब जो होगा देखा जाएगा। और ये सभी लोग उस दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। ये गुफा बहुत ज्यादा अंधेरी होती है और जैसे ही ये गुफा खत्म होती है तो लूफी की बोट आसमान से नीचे गिरने लगती है बहुत ही ज्यादा तेजी से, और कुछ ही सेकंड्स बाद बोट पानी के ऊपर गिर जाती है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। अरे यार, मैं तो डर ही गया था। और थोड़ी आगे चलकर ये लोग नोटिस करते हैं कि रास्ता थोड़ा सा अजीब हो चुका है। उनके चारों तरफ आसमान में कुछ अजीब सी बॉल्स तैर रही हैं जो कि सफेद कलर की हैं। अरे भाई, ये क्या है? हो सकता है ये सफेद बॉल खतरनाक हो। और तभी जैसे ही पीछे देखता है तो लूफी और उसॉप इन बॉल्स से खेल रहे हैं। सालो, ये क्या कर रहे हो? पागल वागल हो क्या? और तभी उस बॉल के अंदर से एक सांप निकलता है, लेकिन लूफी उसको एक लात मार के दूर फेंक देता है। मैं समझ गया, ये सांप के अंडे हैं। सांजी भी एक बॉल को लात मारता है, पर तभी इस बॉल के अंदर एक धमाका हो जाता है और धमाके के बाद इनकी हालत कुछ ऐसी हो जाती है। अरे यार, ये क्या हो गया? और तभी इन्हें किसी की हंसने की आवाज आती है और देखते हैं कि एक बॉल के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है और इन पर हंस रहा है। कहीं ये वही तो नहीं जो कि मैं सोच रहा हूँ? मैं हूँ भगवान के पुजारियों में से एक, मेरा नाम सातोरी है और तुमने मेरे रास्ते को चुना है। और ऐसा बोलकर ये सातोरी नाचने लग जाता है। अरे यार, ये कितना अजीब है। हमारे बाकी के दोस्त कहाँ पर हैं? जल्दी बताओ। अगर वो पवित्र जगह पर गए हैं तो उनकी मौत तो तय है। तुम लोग उन्हें बचाने के लिए नहीं जा पाओगे क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। साले, क्या कहा तूने? रुक, अभी तुझे बताता हूँ। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ। और ऐसा बोलकर एक छलांग लगा देता है। लूफी, हमारी तरफ आ रहा है वो। अभी से बताता हूँ, तुम चिंता मत करो। लूफी अपना अटैक परफॉर्म करता है, लेकिन सातोरी उसे डॉज करके सातोरी लूफी पर एक हमला करता है जिसकी वजह से लूफी दूर जाकर गिर जाता है। ये क्या हुआ? लूफी, लूफी, क्या तू ठीक है? अबे मामूली सा अटैक था, इसी में ढेर हो गया तू। ये कोई मामूली अटैक नहीं था। सांजी सातोरी पर हमला करने की कोशिश करता है। लगता है तुम लात मारने वाले हो। इसे कैसे पता? और सातोरी वापस से ठीक लूफी की तरह इस पर भी एक अटैक करता है। ये कोई मामूली अटैक नहीं है, इसे मंत्र बोलते हैं। और सांजी भी दूर जाकर गिरता है और उस सब के साथ भी ठीक ऐसा ही होता है। तुम्हारा स्वागत है पवित्र जगह के इल्यूजन फॉरेस्ट में, और मैं हूँ सातोरी, यहाँ का पुजारी, और तुम्हारे यहाँ से बचकर जाने के चांसेस सिर्फ 10% है। और सातोरी इनकी बोट को चला देता है और इनकी बोट यहाँ से जाने लगती है। माफ करना, मैंने तुम्हारी बोट को गलती से चला दिया। तुम तो जानते ही हो एक बोट का होना बहुत जरूरी होता है, पर वैसे भी तुम अब यहाँ पर फंस चुके हो। तुम अब कहीं पर भी नहीं जा पाओगे तुम्हारे दोस्त वहाँ पर मर जाएंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे अरे लूफी यार, क्या करना है अब? और इस तरफ चॉपर बुरी तरह से डरा हुआ है। मुझे डर लग रहा है और तभी चॉपर को जोरो की एक बात याद आती है कि जोरो, सांजी और उसॉप बहुत ही जल्द यहाँ पर आने वाले हैं। अरे यार, मैं तो फालतू में ही डर रहा था। डरने की कोई बात ही नहीं है। मेरे दोस्त मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ जाएंगे। क्यों ना मैं तब तक इस शिप को रिपेयर ही कर लूं। और तभी चॉपर शिप को रिपेयर करने लगता है, लेकिन रिपेयर करते हुए इसके हाथ पर चोट लग जाती है और इसका हथौड़ा नीचे गिर जाता है। और इस तरफ
तरफ लूफी अपनी बोट को जाता हुआ दिखता है और उसॉप और सांजी से कहता है कि ये लोग उस बोट को लेकर आए, तब तक ये सातोरी से निपटेगा। लूफी अपना हाथ बड़ा करके सातोरी के एक पंच मार देता है, लेकिन सातोरी लूफी के हाथ को पकड़कर उसे घुमाकर दूर पेड़ की तरफ फेंक देता है। लूफी एक और बार ट्राई करता है। अच्छा, तो इस बार तुम पंच मारने का नाटक कर रहे हो, हाँ? और उसके बाद एक लात मारोगे। लूफी ठीक ऐसा ही करता है और इसे लूफी की सारी मूव्स पहले से ही पता होती हैं और सातोरी इस पर वापस से वही अटैक यूज कर देता है और लूफी यहीं पर बेहोश हो जाता है। सातोरी लूफी को एक पेड़ के अंदर घुसा देता है और उस पर एक हमला करता है। अपने मंत्र से 5-6 बार हमले करता है और इधर चॉपर पानी के अंदर डूब रहा है स्काई नाइट और पियरे के साथ, यानी कि उसके पक्षी के साथ। और तभी चॉपर के ऊपर एक परछाई नजर आती है जो कि उसे बचाने के लिए पानी के अंदर आ रही है। और इसके बाद हम तीनों पुजारियों को देखते हैं, गेदात्सु, आयरन के रास्ते का पुजारी ओहम और शिवरा को। इन तीनों को पता चल चुका है कि इनका एक साथी सातोरी हार चुका है और दूसरी तरफ जितने भी शांडियंस हैं वो पानी के रास्ते से अपर यार्ड की तरफ बहुत तेजी से आ रहे हैं। और जब अपर यार्ड के पास पहुंच जाते हैं तो वाइपर एनिमी एक्सप्लेन्ड एक तोप चलाता है और तोप की गोली अपर यार्ड में पहुंचने से पहले ही तीनों पुजारियों को उसके बारे में पता चल जाता है। शांडियंस अपने भगवान के नारे लगाते हैं और बढ़ जाते हैं आगे उस पवित्र जगह पर, यानी कि अपर यार्ड की तरफ। अब इसके बाद हम जोरो और रॉबिन को देखते हैं जो कि नामी से पूछते हैं कि इसने ऐसा क्या देख लिया दूरबीन में जो ये इतनी ज्यादा हैरान हो गई। लेकिन नामी बोलती है कि ये भी नहीं बता सकती और रॉबिन नामी का हाथ पकड़कर उसे दूसरी टहनी पर लेकर आ जाती है और उसे बोलती है कि नामी, तुम्हें पता है कि मैंने भी इस जंगल के अंदर कुछ देखा है और उस चीज से इसका सपना भी पूरा हो सकता है। इसके बाद हम चॉपर को देखते हैं। चॉपर की आंख खुलती है और उसे आसमान में एक पक्षी दिखाई देता है और उठता है तो पता चलता है कि इसकी जान बच चुकी है। स्काई नाइट और पीरे उस बलि चढ़ाने वाली जगह पर आ चुके हैं और देखता है कि स्काई नाइट इसके बगल में ही लेटा हुआ है और इसके सीने के अंदर एक गहरा घाव है और ऊपर आसमान में बहुत सारे पक्षियों की परछाई स्काई नाइट को ही देख रही होती है। इस तरफ रॉबिन को कुछ आवाजें सुनाई देती है कि जैसे बहुत सारे लोग इस जंगल के अंदर आ चुके हैं और इस जंगल के अंदर सच में जितने भी शांडियंस होते हैं वो आ चुके हैं तीनों पुजारियों से लड़ने के लिए। लेकिन जोरो कहता है कि शायद ही इसके मन का वहम होगा। और यार अब बता भी दो, तुमने उस दूरबीन में क्या देखा? और नामी पागलों की तरह बस आगे चलती जा रही है और कहती है कि बस इसके पीछे आओ। नामी बहुत ज्यादा थकी होती है लेकिन फिर भी रुकने का नाम नहीं लेती और जैसे ही सामने पहुंचती है तो उसे वही चीज दिखाई देती है, बस थोड़ी देर और रुक जाओ। और जब जोरो इसका पीछा करते हुए आता है तो उस चीज को देखकर जोरो भी हैरान रह जाता है। ये नहीं हो सकता रॉबिन, क्या तुम्हें भी वही दिखाई दे रहा है? और रॉबिन बोलती है कि हाँ ये वही है, इसका आधा कटा हुआ हिस्सा। और हम देखते हैं कि यहाँ पर क्रिकेट के घर का आधा कटा हुआ हिस्सा पड़ा हुआ है। क्रिकेट वही बंदा है जिसे हमने पिछले पार्ट में देखा था और नामी कहती है कि इसे पहले से ही शक था। क्रिकेट के उस नकली घर के पीछे उसका असली घर दिखा था क्योंकि वो घर आधा कटा हुआ था और इसका आधा हिस्सा इस आइलैंड के ऊपर है, जिसका मतलब है कि पूरा का पूरा आइलैंड जिसे अपर यार्ड कहते हैं ये असलियत में उसी जया आइलैंड का एक टुकड़ा है। इसके बाद हम चॉपर को देखते हैं जिसके सामने वही पक्षी आ चुके हैं। ये तो वही है जो कि जय आइलैंड के ऊपर पाए जाते हैं, पर इनका साइज बहुत ज्यादा बड़ा है। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और ये पक्षी चॉपर को बताते हैं कि इसके पीछे अभी जो आदमी है वो इनका भगवान है। क्या कहा तुमने? ये स्काई नाइट तुम्हारे भगवान है? इस तरफ नामी कहती है कि आइलैंड वही है जो कि नोलैंड की कहानियों में था, वही आइलैंड जहाँ पर नोलैंड राजा को लेकर आया था पर वो आइलैंड उसे नहीं मिला और उसने बहाना लगाया कि ये आइलैंड रातों रात पानी के अंदर डूब गया। पर असलियत ये थी कि आइलैंड पानी के अंदर नहीं डूबा था बल्कि यहाँ पर स्काइपिया के अंदर आ गया था। इसका मतलब है हम लोग सोने से भरे हुए आइलैंड पर खड़े हैं। और इस तरफ शांडियंस अपर यार्ड में पहुंचकर यहाँ के पुजारियों से लड़ना शुरू कर चुके हैं और यहाँ पर लूफी की बोट ने जंगल को पार कर लिया है और अब वो सातोरी के जंगल से बाहर निकल चुके हैं उसे हराकर। और जंगल से निकलने के बाद इन्हें खुला मैदान दिखाई देता है। यहाँ पर और भी बहुत सारे मिल्की रोड्स होते हैं और इन्हें जमीन के ऊपर बहुत सारी खोपड़ियां भी दिखाई देती हैं। और तभी इन्हें शांडियंस की लड़ने की आवाज सुनाई देती है। जंगल के अंदर बहुत सारे धमाके हो रहे होते हैं और तभी बहुत सारे शांडियंस और वाइपर्स लूफी की बोट के ऊपर आ जाते हैं और वाइपर एनिमे मतलब कि वाइपर लूफी की बोट पर हमला कर देता है। लूफी अपनी बोट पे से कूदता है और अपने पेट में हवा भरकर उसी के तोप के गोले को उसी के ऊपर फेंक देता है। और ये देखने के बाद शांडियंस कहते हैं ये इसने कैसे किया? ये नीले समुद्र से है, ये एक डेविल फ्रूट यूजर भी है। बिना सोचे समझे हम पर हमला क्यों कर रहे हो? हाँ, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता ये बोट कितनी क्यूट है? और तभी सांजी वाइपर को पहचान लेता है। ये तो वही है, वही गोरिल्ला जिसने हम पर हमला किया था जब हम स्काईलैंड के ऊपर आ गए थे। हाँ सांजी ये वही है। अगर तुम लोग मरना नहीं चाहते तो वापस से नीले समुद्र में लौट जाओ। मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, पर अगर तुमने कोई भी हरकत की तो एनेरू के साथ साथ हम तुम्हें भी मार डालेंगे। और ऐसा बोलकर ये सभी लोग जंगल के अंदर चले जाते हैं और यहाँ जंगल के अंदर उन तीन पुजारियों और शांडियंस के बीच में लड़ाई चल रही है और यहाँ पर सांजी, लूफी और उसप आगे बढ़ने लगते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं लूफी, वो तो हमारे दुश्मन एनेरू को ही मारने जा रहे हैं। और तब इनके रास्ते में एक स्पाइरल वाला मिल्की रोड आ जाता है और घूम घूम के ये लोग नीचे पहुंच जाते हैं और इन तीनों को इसमें बहुत मजा आ रहा होता है। और आगे बढ़ते बढ़ते शाम हो जाती है। यहाँ पर शाम का मौसम कुछ अलग ही दिख रहा है। हाँ वो इसलिए क्योंकि यहाँ से आसमान बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है सांजी। और इस तरफ एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म पर जोरो, नामी और रॉबिन वापस आ चुके हैं और लोग चॉपर को अकेला छोड़कर गए थे और देखते हैं कि शिप की हालत खराब है और शिप टूटी हुई है, जिसका मतलब है कि इनके जाने के बाद चॉपर पर किसी ने हमला किया था। नामी चॉपर को आवाज लगाती है, चॉपर कहाँ हो तुम? नामी की आवाज लगाने से चॉपर बाहर नहीं आता। अच्छा ठीक है, लगता है मुझे ही करना होगा। चॉपर क्या तुम ठीक हो? चॉपर रोते हुए बाहर आता है और कहता है सब कुछ ठीक है, तुम लोग कितनी जल्दी आ गए। और इधर लूफी की बोट रफ्तार से बहुत नीचे उतरने लगती है और जैसे ही ये लोग नीचे आते हैं तो नीचे बहुत सारी स्काई आइलैंड फिशेज होती हैं और तभी लूफी अपनी गैटलिंग अटैक का यूज करता है। 2 मिनट में ही उन सारी फिशेज को ढेर कर देता है और लूफी की बोट एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाती है, यानी कि वही प्लेटफॉर्म जहाँ पर गोइंग मैरी रखी हुई है। जोरो, नामी और रॉबिन लूफी, सांजी और उसप को देखते हैं और सांजी चिल्लाता है, रॉबिन सान, नामी सान, ये देखिए मैं आ गया। और ये सभी लोग गोइंग मैरी के ऊपर चढ़ जाते हैं जहाँ पर उसप अपनी टूटी हुई शिप को देखता है और उसे बहुत बुरा लगता है। और चॉपर
पर उसॉप से माफी मांगता है। मुझे माफ करना, ये शिप मेरी जिम्मेदारी थी, लेकिन मैं इसे संभाल नहीं पाया। वो पुजारी बहुत ज्यादा ताकतवर था। शिप तो ठीक हो जाएगी, लेकिन तुम्हारी जान ज्यादा जरूरी है चॉपर। ये सुनकर चॉपर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और शिप को ठीक करने के लिए और भी मोटिवेट हो जाता है। चॉपर, तुम्हारी जान किसने बचाई? अगर तुम उस पुजारी को नहीं हरा पाए तो आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और चॉपर इन सभी को शिप के एक कमरे के अंदर लेकर जाता है, जहाँ पर चॉपर ने स्काईनाइट का इलाज करके उसे लिटा दिया है। मेरी जान स्काईनेट ने बचाई जब मैंने सीटी बजाई थी डर के मारे, लेकिन स्काईनेट भी शूरा यानी कि उस पुजारी से नहीं जीत पाए। और मुझे ये भी पता चला कि स्काईनेट स्काईपिया का एक भगवान है। लूफी शांति से स्काईनाइट को देख रहा होता है और अचानक से इसकी दाढ़ी को पकड़ लेता है। वैसे इस बुड्ढे की दाढ़ी बड़ी मस्त है ना। और ये सभी लोग डिसाइड करते हैं कि ये आज की रात यहीं पर बिताने वाले हैं। अब इसके बाद रात हो जाती है और ये सभी लोग कैंपिंग कर रहे होते हैं और उसॉप एक ग्रीन बोर्ड के आगे खड़ा होता है। तो ठीक है, अब कैप्टन उसॉप तुम सभी को बताएगा कि आज क्या क्या हुआ। आज मैंने लूफी और उसॉप ने मिलकर एक पुजारी से फाइट की जिसका नाम था सातोरी, पर उससे पहले ही पता चल जाता था कि हम लोग कौन सी मूव को परफॉर्म करने वाले हैं। सच में वो बहुत ज्यादा ही ताकतवर था और वो कुछ मंत्र इम्पैक्ट नाम का यूज करता था। मैंने भी एक पुजारी से लड़ाई की जिसका नाम शूरा था और उसके पास एक पक्षी भी था। वो लोग आग से हमला करते थे और उसके पास भी ऐसी एक ताकत थी जिससे कि उसे पहले से पता चल जाता था कि मैं कौन सा हमला करने वाला हूँ। पर हमें भी एक बात का पता चला, ये वही आइलैंड है जो कि नोलैंड ने अपनी कहानी में बताया था, यानी कि वही आइलैंड जो कि पानी के अंदर डूब गया था। और ये आइलैंड असल में जया आइलैंड का एक टुकड़ा है। और ये सारी बातें सुनकर उसॉप कहता है तो ठीक है, मुझे पता चल चुका है। ये सारी बातें जो कि इस ब्लैक बोर्ड पर लिखी हुई हैं, इससे तुम्हें समझ में आ चुका होगा कि अब हमें क्या करना है। हाँ, ये करने में बहुत मजा आएगा। ठीक है, मैं भी समझ गया। हम उस खजाने के बहुत ज्यादा करीब हैं, जो कि लोगों को लगता है कि एक झूठी कहानी है, लेकिन सच हमारी आंखों के सामने है दोस्तों। तो चलो उस खजाने को ढूंढते हैं। सभी शांडियंस ने एक साथ मिलकर अपर यार्ड पर हमला कर दिया है बचे हुए 3 पुजारियों को मारने के लिए। और अब अपर यार्ड एक युद्ध का मैदान बन चुका है। अब इसके बाद अपर यार्ड के अंदर हम एक पुजारी को देखते हैं जिसका नाम है ओहम और ये सभी शांडियंस के साथ फाइट कर रहा होता है। और तभी अचानक से लड़ाई के बीच में 3 शांडियंस आते हैं और एक साथ मिलकर ओहम पर हमला कर देते हैं। लेकिन ओहम जल्दी से अपनी तलवार को बाहर निकाल के एक ही बार में इन सभी शांडियंस का सीना काट देता है और जमीन के ऊपर फेंक देता है। और अपने साथियों को ऐसे मरते हुए देखकर राखी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अकेले ही ओहम के ऊपर कूद पड़ती है, लेकिन राखी भी इसके हाथों पकड़ी जाती है। ये तीनों शांडियंस मुझे अकेले को नहीं हरा पाए और छोरी तू मुझे अकेले हराएगी? हाँ, और अपनी तलवार से राखी पर हमला कर देता है। लेकिन तभी शांडियन कबीले के एक वीर योद्धा की एंट्री हो जाती है जिसका नाम है कामाकिरी। और कामाकिरी जल्दी से राखी को बचा लेता है, पर ये सब करने में कामाकिरी को पीठ पर बहुत ज्यादा चोट लग जाती है और ये बात आग की तरफ फैल जाती है। और ये सभी लोग अपने लीडर वाइपर को बता देते हैं कि कामाकिरी को चोट आ चुकी है और वो फाइट करने की हालत में नहीं है। ये सुनकर वाइपर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वाइपर जानता था कि सिर्फ कामाकिरी ही है जो कि इस लड़ाई को जीत सकता है। पर अब कामाकिरी भी घायल हो चुका है। लड़ाई बाद में भी हो सकती है। अभी जितने भी लोग घायल हैं उन सभी का इलाज करना होगा। सभी लोग लड़ाई के मैदान को छोड़कर यहाँ से भाग जाओ, हम फिर आएंगे। नहीं नहीं, मेरे होते हैं, मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दे सकता। तभी गेदात्सु पीछे से आ जाता है जो कि स्वाम्प के रास्ते का पुजारी है। इन कीड़ों को भी जाने दो, क्योंकि अभी हमारे भगवान एनरू ने हमें बुलाया है। और मौका देकर शांडियंस यहाँ से भाग जाते हैं और इस तरफ लूफी, सांजी और ये सभी लोग खाना बना रहे होते हैं। नामी स्काईपिया का एक मैप निकालती है और उसके ऊपर जया आइलैंड का मैप रखती है। और जब ये दोनों मैप्स मिल जाते हैं तो ये किसी स्केलेटन की मैप की तरह दिखाई देता है और इस स्केलेटन के ऊपर दाहिनी आंख में वही खजाना रखा हुआ है जिसे ये लोग ढूंढ रहे हैं। अब हमें 2 टीम्स बनानी होंगी। एक टीम यहाँ पर रहकर बोट की रखवाली करेगी और एक टीम जाएगी उस खजाने को लेने के लिए। ठीक है, हम तैयार हैं। और इस तरफ हम शांडियंस को देखते हैं। पूरा कबीला यहाँ पर बैठा हुआ है और राखी भी बैठकर रो रही होती है, क्योंकि कामाकिरी की घायल होने की वजह वो खुद को मानती है। वाइपर सारी चीजें समझ जाता है और राखी पर गुस्सा करते हुए कहता है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। कामाकिरी तुम्हें बचाने के चक्कर में घायल हो गया। इन सब की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, राखी। और तभी कामाकिरी यहाँ पर आकर, मैं अब ठीक हूँ, कल हम फिर से जाएंगे। सातोरी हार चुका है, हम उन तीनों पुजारियों को बहुत आसानी से हरा सकते हैं। और इस तरफ लूफी का क्रू कुछ भेड़ियों के साथ मिलकर पार्टी वगैरह कर रहे होते हैं। और स्काईनाइट जोरों से कहता है, नीचे नीले समुद्र में काफी हरियाली होती होगी, काफी पेड़ पौधे भी होंगे और तुम लोग खुली हवा में सांस भी ले सकते होगे। और स्काईनाइट अपने हाथ में थोड़ी सी मिट्टी लेता है। इसे यहाँ पर वर्त कहा जाता है। स्काईपिया और स्काई आइलैंड के अंदर सब कुछ बादलों का बना है और ये वर्त सिर्फ इसी जगह पर पाई जाती है। और इस तरफ कामाकिरी जाते हुए वाइपर से कहता है, वाइपर मेरी बात सुनो, जब हम भगवान एनरू को मार देंगे तो हमारा कबीला बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा जैसा कि 400 साल पहले हुआ करता था। अब इसके बाद आधी रात को सभी भेड़िए और ये सभी लूफी का क्रू कैंप फायर के आगे डांस करने के बाद थक कर सो जाता है। और उसॉप आधी रात को सुसु करने के लिए जंगल के अंदर चला जाता है। और तभी उसॉप को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और देखता है कि आवाज गोइंग मैरी के ऊपर से आ रही है। और रात के अंधेरे में एक परछाई गोइंग मैरी को हथौड़े से मार रही है। ये परछाई गोइंग मैरी को रिपेयर कर रही होती है। और तभी वो परछाई उसॉप को देखकर मुस्कुराती है और उसॉप चिल्लाकर वहीं पर बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जोरो को होश आ जाता है और जंगल के अंदर देखता है कि उसॉप बेहोश पड़ा है। ए उसॉप, क्या कर रहे हो? अगर सोना है तो वहाँ पर जाकर सोना, इधर क्यों सो रहे हो? और यहाँ पर हम उन तीनों पुजारियों को देखते हैं जो कि एनरू के दरवाजे के सामने खड़े हैं, क्योंकि एनरू ने इन तीनों को यहाँ पर बुलाया होता है। अगर भगवान ने मुझे नहीं बुलाया होता तो मैं उन सभी शांडियंस को खत्म कर देता। हाँ, मैंने देखा। अगर मार सकते तो पहले ही मार देते, तुम वहाँ पर बस खड़े थे। क्या तुम मेरी ताकत पर शक कर रहे हो? हाँ, वैसे भी मैं इस शिवरा की तरह कमजोर नहीं हूँ, समझे ना? एक सेकंड, तुमने कमजोर किसे कहा? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ही मैं स्काईनाइट के पेट के अंदर इस हथियार को गुस्सा करा रहा हूँ। इन तीनों के बीच में बहस हो जाती है और ये तीनों आपस में लड़ने लगते हैं। और तभी वो दरवाजा खुल जाता है और उसके अंदर से ये अजीब सा दिखने वाला आदमी बाहर आता है। भगवान जी, ये तीनों पुजारी यहाँ पर आ चुके हैं। और तभी आसमान में एक बिजली चमकती
लगती है और उसके असर की वजह से तीनों दूर जाकर गिरते हैं। और तभी आसमान में से एक आदमी आता है और अपने सिंहासन पर जाकर बैठ जाता है और ये कोई और नहीं बल्कि भगवान एनेरू है। ये तीनों पुजारी एनेरू के पास आते हैं। भगवान जी, आपने हमें क्यों बुलाया? हम शांडियन से लड़ रहे थे, आपने हमें क्यों बुला लिया? क्योंकि तुम्हें अभी और ज्यादा ताकतवर होने की जरूरत है, वरना तुम्हारा हाल भी ठीक वैसा ही होगा जैसा कि सातुरी का हुआ है। तुम्हें तो पता ही होगा। भगवान जी, सातुरी को हमसे कंपेयर मत कीजिए, वो हमारे मुकाबले बहुत कमजोर था। शूरा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुमने स्काईनेट को मार दिया है? क्या हो अगर मैं कहूँ कि वो अभी भी जिंदा है? ये कैसे हो सकता है? मैंने उसे अपने इन हाथों से मारा है। स्काईनेट अभी भी जिंदा है। मैंने तुम तीनों को यहाँ पर इसीलिए बुलाया है क्योंकि मैं जानता हूँ तुम उन शांडियंस को मार सकते हो, लेकिन नीले समुद्र से कुछ लोग आए हैं। तुम्हें उनके साथ साथ उन नीले समुद्र वाले लोगों को भी मारना होगा। हाँ, लेकिन वो यहाँ पर आए क्यों है? वो उसी सोने के पीछे आए हैं जो कि इस आइलैंड पर है। ये कैसे हो सकता है? उन्हें उस सोने के बारे में कैसे पता है? ओहाम, क्या तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो चुकी है? क्या तुम भूल गए ये आइलैंड पहले नीले समुद्र के अंदर ही था? नीले समुद्र के लोगों का इस आइलैंड के बारे में जानना कोई बड़ी बात नहीं है। उधर के लोगों को इसके बारे में पता है। अब आते हैं उस खास काम पर जिसके लिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। कल वो सारे शांडियंस तुम पर हमला करने के बारे में सोच रहे हैं। तुम्हें उनके साथ साथ नीले समुद्र से आए हुए लोगों का नामो निशान मिटाना होगा। ये काम करने के लिए मैं तुम्हें एक दिन का समय देता हूँ। कल तुम एक दिन के लिए किसी भी इंसानों को मार सकते हो। कल पूरा अपर यार्ड तुम्हारा हो जाएगा। तुम कहीं पर भी जाकर किसी की भी जान ले सकते हो और किसी को भी मार सकते हो। जाओ, कत्लेआम कर दो, सबको मार डालो। और इधर वाइपर सोच रहा होता है कि कल उन तीनों पुजारियों को ये मार डालेगा। अब थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है और उसॉप हैरान रह जाता है जब इसे पता चलता है कि कल रात को जो इसने देखा था वो कोई सपना नहीं था। उसॉप शिप के ऊपर खड़ा है और देखता है कि पूरी शिप रिपेयर हो चुकी है। लेकिन कैसे? सारे लोग अपनी शिप को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन जोरो सांजी और उसॉप को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर इस शिप को रिपेयर किसने किया। एक सेकंड, ये जो हमारी शिप है ये गोइंग मेरी का फ्लाइंग मॉडल नहीं है जैसा कि हमें क्रिकेट में बना कर दिया था। ये तो हमारी वही नॉर्मल वाली शिप है। तो शिप रिपेयर करने वाले को ये कैसे पता कि हमारी शिप असलियत में कैसी दिखती थी पहले? हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ। उसॉप, ज्यादा मत सोचो, समझे ना? हमें क्या लेना देना है? हमारी शिप फ्री में रिपेयर हो रही है भाई, और हमें कौन सा मेडल देना है उसको शिप रिपेयर करने वाले को? अब ये सोचो इसे नीचे कैसे उतारना है। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसॉप और चॉपर अपनी छोटी वाली बोट के ऊपर बैठ जाते हैं। चॉपर स्टीयरिंग को संभालता है और उसॉप गोइंग मैरी को देखने लगता है। किसी को समझ में नहीं आता कि ये उसॉप क्या करने वाला है, पर उसॉप अपने इन्वेंशन का यूज करके गोइंग मैरी के ऊपर एक रस्सी को फेंकता है और ये रस्सी का हुक गोइंग मैरी के ऊपर जाकर अटक जाता है। अब ध्यान से देखना, मैं इस रस्सी को खींचूंगा और गोइंग मैरी पानी के अंदर उतर जाएगी। सभी लोग ध्यान से ये सब कुछ देखने लगते हैं और उसॉप की बोट आगे बढ़ने लगती है और जैसे ही एंड पर पहुंचती है वैसे ही वो रस्सी ही टूट जाती है। पर प्लान के फेल होने के बावजूद भी उसॉप हार नहीं मानता है। इसके दिमाग में एक और आइडिया आता है। अब तुम्हारे दिमाग में क्या आइडिया आ रहा है उसॉप? हम स्काई आइलैंड की फिश की ताकत का यूज करके ही हमारी शिप को नीचे उतारेंगे। अरे वाह, ये तो काफी मजेदार लगता है। पर इसके लिए मुझे किसी की जरूरत है जो कि काफी ज्यादा बहादुर हो। मैं हूँ वो बहादुर, मुझे काम मिलो प्लीज। और उसॉप चॉपर की तरफ देखकर मुस्कुराता है। भाई कुछ कांड होने वाला है। तुम ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हो उसॉप? और कुछ देर बाद हमें पता चलता है कि चॉपर को ही चारा बना दिया गया है स्काई आइलैंड फिश को ललचाने के लिए। चॉपर डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और तभी चॉपर की स्मेल को सूंघकर स्काई आइलैंड फिश बाहर आती है, जिसे देखकर चॉपर डर के मारे चिल्लाना शुरू कर देता है, सांजी अभी। और सांजी एक हुक को लात मारता है और वो हुक डायरेक्ट स्काई आइलैंड फिश के अंदर जाकर अटक जाता है, जिसकी वजह से फिश चिल्लाती है। लेकिन फिर भी चॉपर का पीछा नहीं छोड़ती है और उसॉप मौका देखकर अपनी बोट को भगाता है और ये फिश भी बोट का पीछा करने लगती है। और इस फिश के फिन के ऊपर लगा हुआ हुक एक रस्सी के ऊपर अटैच है और वो रस्सी बोट के ऊपर अटैच है, जिसकी वजह से बोट अपनी जगह से हिलने लगती है और हिलती हुई नीचे सीढ़ियों तक पहुंच जाती है और जोरो उस रस्सी को काट देता है और बोट सही सलामत पानी के अंदर उतर जाती है। इसके बाद नामी इन सभी को कुछ बताती है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो सब लोग। अब हमें अपर यार्ड से हमारी गोइंग मैरी को निकालना होगा। उसके लिए हम लोग 2 टीम्स बनाएंगे। एक टीम बोट के ऊपर रुकेगी जिसके अंदर मैं भी शामिल होंगी और दूसरी टीम में जोरो और लूफी होंगे। वो जाएगी जंगल के अंदर और पूरे जंगल में घूमेगी नो लैंड का खजाना ढूंढने के लिए। और जब तुम्हें वो खजाना मिल जाएगा तब तक हम लोग अपर यार्ड के एंड में पहुंच चुके होंगे। तो तुम भी खजाना लेकर अपर यार्ड के एंड में आ जाना और इसके बाद साथ में मिलकर इस घटिया आइलैंड से बाहर निकल जाएंगे। और यहाँ से निकलने के बाद हम बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे और कुछ भी चाहे उसे खरीद पाएंगे। पर ये सब इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि भगवान एनेरू ने इन सभी को छूट दे दी है। सभी पुजारियों को और ये पूरे अपर यार्ड के अंदर घूम सकते हैं और किसी को भी मार सकते हैं। और भगवान एनेरू ऊपर से कहता है, आज का दिन काफी मजेदार होने वाला है। अब इसके बाद हम लूफी की टीम को देखते हैं। अब जोरो कहाँ पर जा रहा है? इधर जाना है हमें। नोलैंड का खजाना हमें वेस्ट में मिल सकता है। अरे यार लूफी, क्या तेरा दिमाग भी रबर से बना है क्या? वेस्ट यहीं पर है जहाँ पर मैं जा रहा हूँ। अरे यार ये दोनों ढक्कन है। चॉपर इन्हें सही डायरेक्शन बताओ। और चॉपर इन्हें सही डायरेक्शन बताता है और लूफी की टीम खजाना ढूंढने के लिए सही डायरेक्शन में जाने लगती है। और चलते चलते ये सभी लोग महसूस करते हैं कि ये जिस जमीन के ऊपर चल रहे हैं वो हिलने लगी है। और तभी इनमें से एक पेड़ जिंदा हो जाता है और इन सभी के सामने एक बहुत बड़ा कैटफिश की जैसा दिखने वाला एक मॉन्स्टर आ जाता है। और इस तरफ हम टीम बी को देखते हैं, यानी कि उसॉप, सांजी और नामी की टीम को। स्काईनेट भी इनके साथ होता है और ये सभी लोग मिल्की रोड के जरिए यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। इन सभी ने गोइंग मैरी के पीछे क्रो वाली बोट को अटैच कर दिया है और इस क्रो वाली बोट की एनर्जी की वजह से ये सभी लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। गैनफॉल यानी कि स्काईनेट शिप के ऊपर बैठा होता है। बच्चे, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। दरअसल मैं यहाँ का भगवान हूँ। अरे ये तो मैंने चॉपर से
सुना है, पर मुझे लगा कि वो मजाक कर रहा है। क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है या उसमें थोड़ा सा क्रैक है? और ये सुनकर पियरे यानी कि स्काईनेट का वो पालतू जानवर उस सांप को खाने लगता है। पियरे बस करो, वो बस पूछ ही रहा था। किसी समय में मैं यहाँ का एक भगवान हुआ करता था और स्काइपिया आज से कुछ सालों पहले ऐसा नहीं था बच्चे। स्काइपिया एक बहुत ही शांत और खुशहाल आइलैंड हुआ करता था। ये बात आज से 400 साल पहले की है। जिस करंट से तुम यहाँ पर आए हो उसी करंट के जरिए नीले समुद्र में फेंकी हुई चीजें यानी कि कचरा वगैरह हमारे स्काइपिया के अंदर आ जाया करता था और स्काइपिया के सभी लोग उस कचरे को किसी खजाने से कम नहीं मानते थे और उस रास्ते से वर्थ भी आने लगी जिससे तुम्हारे नीले समुद्र में मिट्टी कहा जाता है। वो वर्थ यहाँ पर आया करती थी और यहाँ के लोगों को वर्थ बहुत ज्यादा प्यारी हो गई, यानी कि वो वर्थ इनके लिए एक खजाना बन गया। और एक दिन देखते ही देखते पूरा का पूरा आइलैंड का एक टुकड़ा ही स्काइपिया के अंदर आ गया। गाइस, दरअसल ये आइलैंड जिया आइलैंड का एक टुकड़ा था जो कि उसी अपस्ट्रीम की वजह से स्काई आइलैंड के अंदर आ चुका था और यहाँ के लोग इसे भगवान का एक तोहफा समझने लगे इस आइलैंड को। और यहाँ के लोगों ने इस आइलैंड को एक सेक्रेड प्लेस डिक्लेयर कर दिया और इस आइलैंड की पूजा करने लगे। पर कुछ समय बाद इन सभी को पता चला कि इस आइलैंड के ऊपर नीले समुद्र के लोग रह रहे हैं। नीले समुद्र के लोग गलती से यहाँ पर ऊपर स्काई आइलैंड के ऊपर आ गए और स्काइपिया के लोगों ने उनके घरों को तोड़ दिया और उन सभी को यहाँ से भगा दिया, यानी कि उन्हीं के घर से इन्हें भगा दिया और इस बेजान आइलैंड को पूजना शुरू कर दिया। एक सेकंड, इसका मतलब है कि बुरे लोग तो तुम लोग हो। तुम स्काइपिया के लोग यानी कि नीले समुद्र वालों को तुमने मारा, तुमने शांडियंस का घर तोड़ा। नीले समुद्र पर रहने वाले लोगों को शांडियंस कहा जाता है। उस पर सांजी स्काईनेट को डांटना शुरू कर देते हैं, लेकिन पियरे फिर से इन्हें अपने मुंह में भर लेता है। पियरे वो सच कह रहे हैं, असली बुरे लोग हम ही हैं। हमने उन लोगों से उनका घर छीन लिया। पर एक सेकंड, अगर आप भगवान थे तो ये एनरू भगवान कैसे बन गया? और भाई ये सब देखो पीछे क्या कर रही है। बच्चे ये बात आज से 6 साल पहले की है। एक दिन अचानक से एनरू इस आइलैंड के ऊपर आ गया, पर वो अकेला नहीं था, अपने साथ पूरी टीम लेकर आया था और उसकी टीम ने मिलकर मेरी यानी कि भगवान की डिवाइन टीम को हरा दिया। और उस दिन से लेके आज तक वो यहाँ का एक भगवान बनकर बैठा हुआ है। और मेरी स्क्वाड जो कि मेरे लिए काम किया करती थी, अब वही डिवाइन स्क्वाड मजबूरी में आकर एनरू के लिए काम करती है। पर ये सब होने से एक चीज बिल्कुल नहीं बदली, वो है शांडियंस का गुस्सा। शांडियंस मुझसे नाराज थे क्योंकि मैं उनका घर उन्हें वापस नहीं दिलवा पा रहा था। पहले शांडियंस मेरे से गुस्सा थे क्योंकि मैं स्काइपिया के लोगों से उनका घर उन्हें वापस नहीं दिलवा पा रहा था। और अब वो लोग एनरू से गुस्सा है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि कौन भगवान है, उन्हें तो बस अपना घर वापस चाहिए। अगर शांडियंस को उनका घर वापस चाहिए और भगवान एनरू उनका दुश्मन है, तो उनमें से एक शांडियन ने हमारे ऊपर हमला क्यों किया था जब हम स्काइपिया के अंदर आ रहे थे? उसे शांडियन को लगा होगा कि तुम डिवाइन स्क्वाड के एक मेंबर हो, इसलिए उसने गलती से तुम्हें अपना दुश्मन समझकर तुम पर हमला कर दिया। एक सेकंड, जब तुम भगवान थे तो तुमने स्काइपिया के लोगों और शांडियंस के बीच में लड़ाई को क्यों नहीं रुकवा दिया? ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की, मैंने हजारों बार कोशिश की बच्चे, और अपनी डिवाइन स्क्वाड को लेकर शांडियंस के पास भी गया था उनसे एक समझौता करने के लिए, पर उन लोगों ने समझौता करने से मना कर दिया। उन्हें पूरा का पूरा जिया आइलैंड का वो टुकड़ा वापस चाहिए था क्योंकि वो उनका हक है। पर मैंने उनसे कहा कि यहाँ के लोगों को लगता है कि ये भगवान का दिया हुआ एक तोहफा है और वो जिया आइलैंड एक सेक्रेड प्लेस बन चुकी है जिसे यहाँ के लोग पूछते हैं, तो हम उन्हें वो ऐसे ही वापस नहीं कर सकते। पर शांडियंस का लीडर वाइपर मुझ पर ही गुस्सा होने लगा। हम वहाँ पर हजारों सालों से रहते आ रहे हैं, वो आइलैंड सिर्फ हमारा है, हम अपनी ही जमीन के लिए समझौता क्यों करें? हाँ, हम उस जमीन के साथ कोई समझौता नहीं करने वाले। और उसके बाद वाइपर ने इसको धक्का दे दिया जिसकी वजह से डिवाइन स्क्वाड गुस्सा हो गई और डिवाइन स्क्वाड और सभी शांडियंस के बीच में एक लड़ाई शुरू हो गई। वैसे तुम लोग किस खजाने को ढूंढने यहाँ पर आए हो? क्या यहाँ पर सच में कोई खजाना है क्या? ये सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। एक सेकंड, क्या आपको इसके बारे में नहीं पता है? और इधर वाइपर अपने सभी साथियों को कहता है, हमें अपने आइलैंड को वापस लेना ही होगा। आखिर कब तक हम लोग इस आइलैंड पर रहेंगे? हाँ, हम जमीन पर रहने वाले लोग हैं, हमें उस पवित्र जगह यानी कि अपने घर को वापस लेना ही होगा। सभी लोग तैयार हो जाओ, हम अभी इसी वक्त अपर यार्ड जा रहे हैं और आज जो भी लड़ाई में घायल हुआ मैं उसे वापस नहीं लेकर आऊंगा। आज उस एनरू का सर मेरा होगा। और इधर अपर यार्ड के अंदर लूफी बहुत मजे से उस सांप से बचकर भाग रहा है, पर चॉपर की बुरी तरह से फट रखी है। तभी जोरो पेड़ के ऊपर उछल जाता है। सभी लोग पेड़ के ऊपर चले जाओ, ये सांप ऊपर नहीं चढ़ पाएगा। सभी लोग ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन तभी ये सांप पेड़ के तने को काटना शुरू कर देता है। इस सांप के अंदर तो चीजों को पिघलाने वाला जहर है। और उसके बाद लूफी लटकता है और सांप को अपनी तरफ बुलाता है। ये देखो मैं यहाँ पर हूँ, मेरी तरफ आओ सांप। ये देखकर रॉबिन को एक आइडिया आ जाता है, वो भी लटकती है और सांप को अपनी तरफ बुलाती है और सारे लोग इधर से उधर जाकर इधर से उधर भागकर सांप को कंफ्यूज कर देते हैं और उसे घुमाना शुरू कर देते हैं। और सांप से जूझने में ही आखिर में सभी लोग खुद को एक अनजान जगह पर पाते हैं, जिसका मतलब है कि ये सभी लोग एक दूसरे से अलग हो चुके हैं सांप से लड़ाई करने के चक्कर में। और ये सारी चीजें एनरू ऊपर बैठा हुआ देख रहा है। लगता है ये सभी लोग आपस में एक हो गए। और इस तरफ जितने भी शांडियंस हैं सभी लोग अपर यार्ड पहुंचने वाले हैं सभी पुजारियों को मारने के लिए। यहाँ पर गोइंग मैरी के ऊपर स्काई नाइट सांजी को स्काई कॉम्बैट के बारे में बताता है, यानी कि स्काइपिया के अंदर सभी पुजारी कैसे फाइट करते हैं। वो सांजी के सामने एक बैरल रखता है और बैरल के ऊपर अपना एक छोटा सा डायल रखता है और सांजी को अपनी पूरी ताकत से उस पर वार करने के लिए कहता है। सांजी बिल्कुल ऐसा ही करता है, अपनी पूरी ताकत से बैरल को मारता है, लेकिन बैरल नहीं टूटता है। ये क्या हुआ? तुम्हारी जितनी भी ताकत है यानी कि काइनेटिक एनर्जी वो सारी इस डायल ने एब्सॉर्ब कर ली है। बच्चे जरा उस डायल पर लगे हुए उस बटन को दबा। और सांजी जैसे ही उस बटन को दबाता है वैसे ही वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी जितना भी सांजी ने दम लगाया था वो सारा एक ही बार में रिलीज हो जाता है और सांजी दूर जाकर उड़ता है और यहाँ पर एक धमाका हो जाता है। इसे बोलते हैं इम्पैक्ट डायल। और जितने भी सभी पुजारी हैं वो इसे अपने ग्लव्स के अंदर और अलग अलग जगह पर लगा कर
लगते हैं। और जब वो लोग मंत्र इम्पैक्ट कहते हैं तो वो इसी डायल का कमाल होता है। ये कोई चमत्कार नहीं, बस ये इस डायल का कमाल है। और ये तो कुछ भी नहीं है, एक खास तरह का डायल होता है जिसे रिजेक्ट डायल भी कहा जाता है, और वो इससे 10 गुना ज्यादा ताकतवर होता है बच्चे। उसके एक ही शॉट से सामने वाला इंसान खत्म हो जाता है, पर उसकी एक कमजोरी है, उससे इस्तेमाल करने वाला भी एक ही शॉट में खत्म हो जाता है, यानी कि उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ये क्या पागलपन है? हर सिक्के के दो पहलू होते हैं बच्चे, हर तरह के डायल्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि खाना गर्म करने वाला डायल। खाना गर्म करने के साथ में शूरा के हथियार को गर्म करने के काम भी आ सकता है। वो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम इस डायल को किस तरह से इस्तेमाल करोगे। अच्छा, तो ये मंत्र क्या होता है? मैं उस चीज के बारे में तुम्हें कैसे बताऊं जो कि मैं खुद ही इस्तेमाल नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता, लेकिन एनरो इसे इस्तेमाल करता है और वो इससे पूरे अपर यार्ड पर नजर रख सकता है। ये एक बहुत ही ताकतवर चीज होती है। इधर हम एनेरू को देखते हैं और यहाँ पर ऊपर बैठा हुआ एनेरू सभी शांडियंस की मौत का इंतजार कर रहा है, और ये लोग कितने समय में मरने वाले हैं इसका अंदाजा लगा के उनका मजाक उड़ा रहा होता है। और एनेरू ने अपनी डिवाइन फोर्स को भी अपर यार्ड में भेज दिया है ताकि शांडियंस के बचने की कोई उम्मीद ना बचे। और इधर जितने भी शांडियंस हैं उन सभी ने कदम रख दिया है अपर यार्ड पर। और अपर यार्ड में थोड़ा आगे चलने के बाद अचानक से सभी शांडियंस के पैर अपने आप ही रुक जाते हैं और सारे शांडियंस एक ही जगह पर फ्रीज हो जाते हैं, और उन्हें पता चलता है कि उनके आगे शूरा बैठा हुआ है। शूरा उन्हें देखकर हंसने लगता है। आज के दिन हम सब पुजारी सिर्फ अपने ही एरिया में नहीं बल्कि अपर यार्ड में कहीं पर भी मार सकते हैं, इसलिए मैं अपर यार्ड की शुरुआत में ही आ गया तुम लोगों का स्वागत करने के लिए। और इसके बाद शूरा अपने शिकार को एक ही जगह पर कैसे फ्रीज करता है इसके बारे में हमें दिखाया जाता है। ये बंदा बहुत पतले पतले धागों का यूज करता है, जैसा कि इसने स्काई नेट के साथ किया था। लेकिन वाइपर ऊपर एक पेड़ के ऊपर बैठकर उसे मारने का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन मंत्र यूज करने की वजह से शूरा को इस बात का पहले ही पता चल जाता है कि वाइपर इस पर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और ऊपर देखकर वाइपर पर चिल्लाता है और अपने पंछी के ऊपर बैठकर वाइपर की तरफ आगे बढ़ने लगता है। और ये देखकर वाइपर भी नीचे कूद जाता है, लेकिन वाइपर हवा में ही अपने सारे हथियार को फेंक देता है। क्या तुम पागल हो गए हो? और हवा में ही शूरा और वाइपर का आमना सामना हो जाता है। शूरा अपना हथियार वाइपर के कंधे के अंदर घुसा देता है, लेकिन इससे वाइपर को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता है। शूरा अपने हथियार को गर्म करता है। क्या तुम्हें ये कंधा चाहिए? अगर तुम्हें चाहिए तो तुम ले सकते हो। और शूरा बहुत हैरानी के साथ वाइपर को देखने लगता है, क्योंकि उसने अपने हथियार भी फेंक दिए हैं। और फिर वाइपर धीरे से अपने हाथ को शूरा के सीने के ऊपर रखता है, और तभी वाइपर चिल्लाता है रिजेक्ट। और अचानक से यहाँ पर एक धमाका हो जाता है और शूरा बहुत तेजी से नीचे जाता है और एक धमाके के साथ नीचे जमीन पर आकर गिर जाता है और शूरा यहीं पर ढेर हो जाता है। और ये बात एनेरू को पता चल जाती है। अब शूरा भी जा चुका है। और ये सुनकर एनेरू की सेवा करने वाला एक आदमी कहता है, महाराज जी, इन पुजारियों को तो पिछले 6 सालों में कोई नहीं हरा पाया था, आखिर ये सब चल क्या रहा है? चिंता मत करो, शूरा वैसे भी कमजोर था और वैसे भी मेरे डिवाइन फोर्स के 50 मेंबर अपर यार्ड पहुंच चुके हैं। और इधर शूरा को हराने के बाद वाइपर कसकर अपना हाथ पकड़ लेता है। मेरा हाथ, इसमें बहुत दर्द हो रहा है। ये देखकर कामाकिरी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वाइपर, तुमने रिजेक्टाइल का यूज किया ना? क्या तुम्हें पता नहीं वो कितना ज्यादा ताकतवर होता है? अगर तुमने इसे एक और बार यूज कर लिया तो तुम्हारा शरीर फट जाएगा। ये सुनकर वाइपर सबसे पहले अपनी तोप को उठाता है और तोप से सभी लोगों के धागों को जला देता है और इन सभी को आजाद कर देता है। ये लड़ाई 400 साल पुरानी है और हमें इसे इस बार खत्म करना ही होगा, तो इसमें इतनी कुर्बानी तो जायज है मेरे दोस्त। और ऐसा बोलकर वाइपर यहाँ से चला जाता है और सारे शांडियंस बचे हुए पुजारियों को मारने के लिए अलग अलग दिशा में चले जाते हैं और अपर यार्ड में फैल जाते हैं। और इसी बीच कुछ शांडियंस की मुलाकात डिवाइन स्क्वाड के एक मेंबर से होती है, जो कि तुरंत आकर एक शांडियन को धक्का दे देता है। हमें तुम्हें मारने का ऑर्डर मिला है, आज एक भी शांडियन नहीं बचने वाला। और जब शांडियंस अपनी बंदूक का यूज करके उस पर हमला करते हैं तो उसकी रफ्तार इतनी ज्यादा तेज होती है कि बंदूक चलने के बाद भी वो उनकी गोलियों को आराम से डॉज करके एक शांडियन को बीच में से काट देता है। ये डिवाइन स्क्वाड का मेंबर बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। इस बंदे ने अकेले ही 2 शांडियंस को मार गिराया और लूफी भी ठीक इसी रास्ते से गुजर रहा होता है। वो भी गाना गाते हुए हनी सिंह का। अब लूफी का गाना सुनकर ये बंदा अलर्ट हो जाता है और लूफी को देखकर अजीब अजीब आवाजें निकालना शुरू कर देता है। ये बकरी की आवाजें कहाँ से आ रही हैं? कौन है ये भाई? और अचानक से पीछे से लूफी पर हमला कर देता है। वही हमला जो कि अभी थोड़ी देर पहले इसने शांडियंस पर किया था और उसे बीच में से काट दिया था। लेकिन सही टाइम पर पीछे मुड़कर लूफी इसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मार देता है और इसे यहीं पर ढेर कर देता है। तुम हो कौन भाई? और गाना गाते हुए मुझे परेशान क्यों कर रहे थे तुम? लूफी अपनी हेड को उठाता है और वापस से गाना गाते हुए आगे बढ़ने लगता है। पर आगे चलकर लूफी की मुलाकात वाइपर से होती है। एक सेकंड, मैंने शायद से तुम्हें पहले कहीं देखा है। पर वाइपर बहुत सीरियस होता है, बहुत गुस्से में लूफी को दिखता है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए था। इस आइलैंड को छोड़ दो। ठीक है, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा, बस मैं तुम्हें अब यहाँ पर मार दूंगा, क्योंकि यहाँ पर हमारी लड़ाई होने वाली है, 400 साल पुरानी लड़ाई जिसका अंत आज होने वाला है। अच्छा, तो तुम लड़ना चाहते हो? हाँ, तो ठीक है, आ जाओ भाई, मैं तैयार हूँ। और इधर जोरो जंगल के अंदर भटक रहा है। अगर मेरा सामना किसी पुजारी से हो गया तो मुझे तो ये भी नहीं पता है कि स्काइपिया के लोग किस तरह से लड़ते हैं। क्या वो पास से लड़ेंगे या दूर से? बेहतर यही होगा कि मैं उनसे दूर से लड़ाई करूं। पर मेरे पास तो तलवारें हैं, लगता है मुझे वही टेक्निक का यूज करना पड़ेगा जो कि मैंने विस्की पीक में यूज की थी, तलवारों से दूर से लड़ना। और तभी जोरो पर हमला करने के लिए एक बहुत बड़ा पक्षी आ जाता है और अपनी तलवारों का यूज करके उस पक्षी को मार देता है। जोरो आगे जाता है और यहाँ पर एक शांडियन और डिवाइन स्क्वाड के मेंबर की एक फाइट चल रही होती है और जोरो को देखकर वो शांडियन जोरो के पास भागता है नीले समुद्र के लोग और उस पर हमला कर देता है। पर जोरो एक ही मुक्के में इसे बेहोश कर देता है। और तभी जोरो देखता है कि एक डिवाइन स्क्वाड का मेंबर यहाँ पर आ चुका है और जोरो के पैरों में आकर गिरा है। तुम कौन है भाई और तुम्हें किसने मार दिया? और तभी शांडियन कबीले का ब्रह्म नाम का ये बंदा बाहर आता है और जोरो को देखकर उस पर अपनी 2 बंदूकों से हमला कर देता है और उसकी गोलियां चलने पर इतना ज्यादा फ्लैश आता है कि जोरो अंधा हो जाता है और बहुत मुश्किल से ही उसे डॉज कर पाता है। लेकिन तभी ब्रह्म आकर जोरो के पेट में एक
जोरदार लात मारता है, जिसकी वजह से जोरो दूर जाकर गिरता है। तुम नीले समुद्र के लोगों को वाइपर ने पहले ही मना किया था, पर तुम लोग अभी तक नहीं गए। हाँ, अगर तुम कोई पुजारी नहीं हो तो मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। और ब्राह्म अपने जूतों पर लगे हुए डायल का इस्तेमाल करके हवा में उड़ जाता है और जोरो पर अपनी बंदूकों से दोबारा से हमला करता है। और फिर से एक और बार इतना ज्यादा फ्लैश जनरेट होता है कि जोरो अंधा हो जाता है और बहुत मुश्किल से ही उसके अटैक को डॉज कर पाता है। जोरो ऊपर पेड़ के ऊपर भागने लगता है, लेकिन ब्राह्म उछलकर जोरो के पैर में एक गोली मार देता है। पर जोरो जैसे तैसे करके ऊपर पेड़ के ऊपर पहुंच जाता है। तुम्हें तो लड़ना भी नहीं आता है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि स्काइपिया के लोग कैसे लड़ते हैं। अपनी जेब में से एक डायल बाहर निकालता है और हवा में जोरो की तरफ फेंकता है और ये डायल एक बादल का पुल बना देता है, जिसका इस्तेमाल करके ये बंदा जोरो के पास पहुंच जाता है और हवा में ही जोरो के सर के ऊपर दोनों बंदूकों को तान देता है। जोरो बहुत मुश्किल से इसकी गोलियों से बच पाता है और एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है और देखता है कि इसके घुटने पर एक गोली लगी हुई है। और जोरो को एक आइडिया आता है और खुद ब्राह्म के सामने आ जाता है, लेकिन अपने चश्मे लगाकर। अब उस फ्लैश का असर मेरे ऊपर नहीं होने वाला और जोरो यहाँ से भागने लगता है। तो तुम्हारा प्लान यहाँ से भागने का है? हाँ? और ब्राह्म लगातार जोरो पर हमले करता रहता है, लेकिन जोरो इसकी सारी गोलियों को डॉज करके नीचे पहुंच जाता है। और ब्राह्म ऊपर है और जोरो नीचे, और नीचे आने के लिए उसी डायल का यूज करता है, लेकिन जोरो उस पुल के आखिरी में आकर खड़ा हो जाता है और अपनी पोजीशन में आ जाता है। जब ब्राह्म नीचे आने वाला होता है तो वो जोरो को देखता है। आखिर तुम कर क्या रहे हो? और जोरो हवा में तेजी से अपनी तलवार को चलाता है और उसके पेट को काट देता है और आखिरकार ब्राह्म को हरा देता है और इस अटैक को नाम देता है 36 पाउंड फिनिक्स। अब इसके बाद वाइपर और लूफी एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे हैं। वाइपर बजूका का यूज करके लूफी पर हमला करता है, लेकिन लूफी अपने पेट को बड़ा करके उसकी बजूका की गोली को उसी पर यूज करता है। ये चीजें मेरे ऊपर काम नहीं करने वाली, समझे? अब इसके बाद हम गोइंग मैरी को देखते हैं, जहाँ पर सांजी किसी के साथ फाइट करने में बिजी है, लेकिन अगले ही पल सांजी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और उसप और नामी इसे पकड़कर रो रहे होते हैं। और स्काईनेट उस शख्स को बहुत गुस्से से देख रहा होता है जिसने सांजी की ये हालत की है, और कोई और नहीं बल्कि एनरू है, जो कि शिप के ऊपर बैठा हुआ है और स्काईनेट को देखकर मुस्कुरा रहा होता है। पुराने भगवान गेनफॉल, बहुत समय बाद मुलाकात हुई। एनरू, तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? डरा मत, मैं यहाँ पर किसी को मारने नहीं आया हूँ। उसप एनरू के साथ फाइट करने के लिए उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। तुमने मेरे साथी पर हमला करके अच्छा नहीं किया। पर अगले ही सेकंड एनरू उसप की आंखों के सामने से ही गायब हो जाता है और अचानक से पीछे से आकर करंट का एक झटका देता है और उसप की हालत भी सांजी की तरह कर देता है। जब दो लोग आपस में बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। 6 साल पहले जब मैंने तुमसे तुम्हारी डिवाइन स्क्वाड ली थी, वो आज भी मेरे साथ अच्छे से काम कर रही है स्काईनाइट, पर अब मुझे उसकी और इस आइलैंड की कोई जरूरत नहीं है। हम सभी लोग उसे सोने के पीछे हैं। ये खेल की तरह है, देखते हैं कि आखिरी में वो खजाना किसे मिलता है। एनरू यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी स्काईनेट इसे आवाज लगाता है, एनरू, क्या तुम डिवाइन स्क्वाड को मारने वाले हो? हाँ, शायद। और इस तरफ लूफी और वाइपर की फाइट चल रही होती है। वाइपर एक खास तरह के डायल को निकालता है और उसे अपनी बंदूक पर लगाता है और ये डायल का यूज करके अटैक करने से पहले एक खास तरह की गैस को छोड़ता है, जिसकी वजह से लूफी सांस नहीं ले पाता है और अपने आप को फुला भी नहीं पाएगा। और बिल्कुल ऐसा ही होता है और लूफी को वाइपर के इस हमले को डॉज करना पड़ता है। लूफी बाल बाल अपनी जान बचाता है। ये तो बहुत ही खतरनाक था, ये इसने अपनी बंदूक के अंदर क्या लगाया है? और वाइपर तेजी से आकर लूफी पर हमला कर देता है, लेकिन लूफी इसके अटैक को डॉज कर देता है और लूफी भी वाइपर पर हमला कर देता है। पर वाइपर बहुत ही ज्यादा आसानी से लूफी के सभी पंचेस को डॉज कर रहा होता है और तभी वाइपर उस पर अटैक करता है अपनी बंदूक से, लेकिन लूफी उसे फिर से डॉज कर लेता है। लूफी पर अपना बंदूक अटैक करता है और वाइपर भी अपनी डायल की एनर्जी का यूज करके लूफी पर अटैक करता है और दोनों दूर उड़कर जाकर गिरते हैं। इसके बाद वाइपर खड़ा होता है और अपने आप को संभालता है, अपनी बंदूक को उठाता है और लूफी के साथ फिर से फाइट करने का इंतजार करने लगता है। पर बहुत देर हो जाती है और दूर दूर तक कहीं पर भी लूफी का नामो निशान नहीं है। और यहाँ पर जहाँ पर लूफी गिरा था, लूफी किसी सुरंग के अंदर गिरने लगता है। लगता है वो लड़का भाग गया। और इधर एक डिवाइन स्क्वाड और एक शांडियन के बीच में फाइट चल रही होती है और यहाँ पर सभी डिवाइन स्क्वाड के मेंबर्स हार चुके हैं, वो भी सिर्फ एक अकेले शांडियन से। और इस शांडियन का नाम है गेनबो। और तभी यहाँ पर डिवाइन कमांडर यामा यहाँ पर आ जाता है और देखता है कि एक अकेले शांडियन ने उसके सभी के सभी साथियों को मार दिया है। तुमने मेरे साथियों को मारकर अच्छा नहीं किया। गेनबो यामा को देखकर उस पर अपनी बंदूक से हमला कर देता है, पर यामा उसकी बंदूक की गोली को अपने पैरों से पकड़ लेता है और उसके बाद लात मारकर गेनबो के ही पेट में जाकर मारता है। ये देखकर गेनबो समझ जाता है कि यामा इन सभी से अलग है और यामा उछलकर अपना एक अटैक परफॉर्म करता है घायल गेनबो के ऊपर, जिसमें बहुत सारे ब्लेड से बनी हुई कांटों वाली बेल्ट का यूज करके गेनबो को खत्म कर देता है। और यहाँ पर गोइंग मैरी के ऊपर दो नए मेहमान आ जाते हैं, जो कि हैं सातोरी के दो भाई ओतोरी और कोतोरी। और बेहोश पड़े सांजी और उसप को देखकर कहते हैं, इन दोनों ने हमारे भाई को मारा, अब हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं। ही ही। और इधर दूसरी तरफ चॉपर भटकते भटकते गिदात्सु के पास से निकलता है और यहाँ पर डिवाइन स्क्वाड का मेंबर गिदात्सु को बताता है कि चॉपर वही है, नीले समुद्र से आए हुए लोगों में से एक। चॉपर अपने सभी दोस्तों को ढूंढ रहा है, पर चॉपर को अंदाजा नहीं है कि गिदात्सु उन 4 पुजारियों में से एक ठीक इसके पीछे खड़ा है। चॉपर की मुलाकात गिदात्सु से होती है और उसे देखकर चॉपर बुरी तरह से डर जाता है। अच्छा, तो तू ही है वो घुसपैठिया? हाँ, गिदात्सु बादलों के ऊपर किसी दलदल की तरह डूबना शुरू कर देता है। तुम तो डूब रहे हो। और गिदात्सु अपने पैरों में लगे मिल्की डायल्स का यूज करके हवा में उड़ जाता है। ये तो कमाल हो गया। लेकिन गिदात्सु हवा में जाने के बाद अपना स्वैम्प बर्गर नाम का एक अटैक यूज करता है, पर उसका निशाना खराब होने की वजह से वो बगल में खड़े एक डिवाइन स्क्वाड के मेंबर के ऊपर चला जाता है और उसकी गर्दन में जाकर वो अटैक अटक जाता है और इस बंदे को सांस आना बंद हो जाती है। ये देखकर चॉपर उसकी तरफ आगे बढ़ता है और उसे उस बादल में से बाहर निकालकर
कर उसकी जान बचा लेता है। ये देखकर डिवाइन स्क्वाड का मेंबर चॉपर का शुक्रिया अदा करता है और गेदात्सु से कहता है, गेदात्सु, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। चलो दोनों मिलकर इसे हराते हैं। कितनी शर्मनाक बात है, अपने ही दुश्मन के हाथों बचाए जा रहे हो। और गेदात्सु एक जोरदार मुक्का मारता है डिवाइन स्क्वाड के मेंबर के ऊपर और दूर उड़ता हो जाता है और चट्टाने टूटने की वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और ये था गेदात्सु का जेट पंच। ये देखकर चॉपर घबरा जाता है और अपनी रंबल बॉल को निकाल कर खाने लगता है। मेरे पास सिर्फ 3 मिनट है। अगर 3 मिनट में मैं यहाँ से नहीं भाग पाया तो इस बॉल का असर खत्म हो जाएगा और मैं भी इसके हाथों से मारा जाऊंगा। चॉपर रंबल बॉल को खाकर यहाँ से भागने लगता है, लेकिन गेदात्सु हवा में उछलकर चॉपर पर हमला करता है। लेकिन चॉपर बहुत मुश्किल से इसके हमले को डॉज करता है और गेदात्सु फिर से अपना क्लाउड बर्गर नाम का एक अटैक यूज करता है। लेकिन चॉपर अपनी गार्ड पॉइंट का यूज करके उससे बच जाता है और गेदात्सु अपने मिल्की डाल का यूज करके नीचे आता है और चॉपर को एक जोरदार घूसा मार देता है और चॉपर बहुत ज्यादा जोर से नीचे जाकर गिरता है। और इस तरफ हम रॉबिन को देखते हैं जो कि जंगल में टूटे हुए खंडरों की जांच कर रही है और इसे पता लगता है कि ये टूटे हुए खंडर शांडोरा शहर के हैं, जो कि लगभग 1100 साल पुराना शहर है और लगभग 800 साल पहले टूटा होगा। पर तभी डिवाइन कमांडर यामा यहाँ पर आ जाता है, जो कि अभी अभी गेनबो को मारकर आ रहा है और आते ही रॉबिन पर हमला कर देता है। लेकिन रॉबिन बहुत आसानी से इससे बच जाती है और अगली बार ये बंदा डायरेक्ट ही खंडरों के ऊपर हमला करता है और खंडरों को बचाने के चक्कर में रॉबिन इसके सामने आ जाती है, जिसकी वजह से रॉबिन घायल हो जाती है। क्या तुम जानते हो इनकी कीमत क्या है? हाँ। और इधर चॉपर और गेदात्सु को देखते हैं। चॉपर बुरी तरह से घायल हो चुका है लेकिन हंस रहा होता है क्योंकि इसे गेदात्सु का वीक पॉइंट पता चल चुका है। चॉपर खड़ा होता है और रेंगते हुए गेदात्सु के पैरों में जाकर गिर जाता है, उसके पैरों को पकड़ लेता है। ये देखकर गेदात्सु को गुस्सा आ जाता है और चॉपर को एक लात मारता है और दोबारा से अपना क्लाउड बर्गर चॉपर के ऊपर फेंकता है, जिसे डॉज करके चॉपर हवा में उड़ जाता है। अच्छा, तो तुम भागने की फिराक में हो? हाँ, गेदात्सु भी हवा में उड़ने लगता है चॉपर को पकड़ने के लिए, लेकिन बीच आसमान में इसे पता चलता है कि उसके पैर का एक जूता गायब है, जिसके ऊपर मिल्की डायल लगा हुआ था और सिर्फ एक जूता होने की वजह से गेदात्सु हवा में बैलेंस नहीं बना पाता है। बहुत मुश्किल से चॉपर के पास पहुंचता है और उसे अपना एक जेट पंच मारता है, लेकिन चॉपर बहुत आसानी से इसे डॉज करके अपना क्रॉस ग्लोव्स नाम का एक अटैक यूज करता है और गेदात्सु को हरा देता है। और गेदात्सु हवा में से नीचे आता है और अपने ही दलदल के अंदर डूबने लगता है और उसे हराने के बाद चॉपर पानी पीने लगता है। आखिरकार मैंने उसे हरा ही दिया। और इधर हम आइसिया को देखते हैं जो कि एक वीवर को चुराकर अपर यार्ड जा रही है क्योंकि उसे राकी, वाइपर और सभी शानियंस की चिंता हो रही है। लेकिन तभी बीच रास्ते में ही इसका वीवर बिगड़ जाता है और तभी समुद्र में कोई और भी यहाँ पर आ जाता है और एक स्काई आइलैंड फिश इस पर हमला कर देती है और वीवर को बीच में से तोड़ देती है। लेकिन तभी पगाया और कॉनिस यहाँ पर आ जाते हैं और आइसा की जान बचा लेते हैं और कॉनिस को पता चलता है कि बच्ची एक शांडियन है। तू हट जा, मैं एक शांडियन हूँ और तुम घटिया स्काईपिया में रहने वाले लोग हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और लूफी एक गुफा के अंदर कैद हो चुका है और यहाँ पर इसे सोने का एक क्राउन मिलता है। और इधर हम एक शांडियन को देखते हैं जो कि बुरी तरह से हैरान हो जाता है जब इसकी नजर एनरू पर जाती है, जो कि खुलेआम जंगल के अंदर घूम रहा है। और अचानक से ये बंदा अपने पीछे मुड़कर देखता है और एनरू ठीक इसके पीछे होता है और उसके बाद एक बहुत खतरनाक धमाका हो जाता है। इधर यामा रॉबिन पर हमला करता है और यामा उन खंडरों को भी तोड़ने वाला होता है और उन्हें बचाने के लिए रॉबिन को इसका अटैक रोकना पड़ता है और रॉबिन यहाँ से भागने लगती है। यामा भी इसका पीछा करता है और रॉबिन जानबूझकर यामा को एक जगह पर लेकर आती है ताकि यामा खंडर पर बनी हुई आकृतियों को नुकसान ना पहुंचा पाए। यामा उछलकर रॉबिन पर हमला कर देता है, लेकिन रॉबिन अपनी डेविल फ्रूट की ताकत का यूज करके हवा में ही उसके दोनों पैरों को पकड़ लेती है और यामा एक पेड़ के ऊपर जाकर टकराता है। ये सब होने के बाद यामा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और रॉबिन पर अपनी माउंटेन एक्स का यूज करके रॉबिन पर हमला कर देता है। लेकिन रॉबिन फिर से अपनी डेविल फ्रूट की ताकत का यूज करके उसकी आंखों को ढक देती है और उसकी आंखों को कवर करके उसकी उस खतरनाक ब्लेड वाली बेल्ट को उसके ऊपर ही यूज कर देती है, जिसकी वजह से यामा का पेट पूरी तरह से कट जाता है। इसके बाद रॉबिन यामा के बालों को पकड़ती है। तुमने उन खंडरों को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा भी कैसे? हाँ। और यामा की उंगलियों को तोड़ देती है और रॉबिन अपने हाथों से खाई की तरफ जाता हुआ एक रास्ता बनाती है और यामा को लुढ़काती हुई उस खाई से नीचे फेंक देती है और जब यामा नीचे गिर रहा होता है तो हवा में ही इसकी गर्दन को तोड़ देती है। रॉबिन बहुत ज्यादा ब्रूटल होती है और इसके बाद रॉबिन रिसर्च करते हुए एक जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर एक नहीं बल्कि बहुत सारे खंडर होते हैं। जब रॉबिन यहाँ पर पहुँचती है तो इसे यहाँ पर कुछ अजीब लगता है। अगर ये आइलैंड जमीन पर से आया है तो यहाँ पर मिट्टी भी तो होनी चाहिए थी, पर यहाँ पर तो सिर्फ बादल हैं। और रॉबिन को समझ में आ जाता है कि जब ये आइलैंड नीचे नीले समुद्र से इस बादल पर आया होगा तो सिर्फ ये वाला हिस्सा थोड़ा कम ऊपर आया होगा। इसका असली हिस्सा और पूरी की पूरी जमीन और मिट्टी इन बादलों के नीचे है। इसके बाद रॉबिन खंडर के अंदर जाती है और अपने चाकू का यूज करके बादलों को काटना शुरू कर देती है और नीचे देखकर इसे समझ में आ जाता है कि रॉबिन बिल्कुल सही थी। इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा बादलों के नीचे है। जब वो बादलों के नीचे जाती है तो इसे पता चलता है कि ऊपर से तो खंडर है लेकिन अंदर से यहाँ पर कुछ भी टूटा हुआ नहीं है। इसके बाद रॉबिन आगे बढ़ती है और इसे आगे एक रोशनी दिखाई देती है और जैसे ही आगे बढ़ती है तो इसे पता चलता है कि इसके सामने वही 1100 साल पुराना शहर शांडोरा है, यानी कि वही नोलैंड की कहानियों वाला शहर, सोने का शहर। और इसके बाद हम कामाकिरी को देखते हैं। कामाकिरी मिल्की रोड के रास्ते से जा रहा होता है एनरू को मारने के लिए। मुझे बस उस बेल के ऊपर चढ़ना होगा, लगता है एनरू मुझे ऊपर ही मिलेगा। पर आगे बढ़ते हुए अचानक से कामाकिरी रुक जाता है क्योंकि पीछे से एक आवाज आती है और जैसे ही पीछे मुड़ता है तो एनरू यहाँ पर बैठा होता है और इसने अभी अभी एक शांडियन को जिंदा जला दिया है। एनरू कामाकिरी को देखकर कहता है, अरे अरे, मुझे लगता है तुम काफी ज्यादा गुस्से में हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे मारना चाहते हो? ठीक है, मैं तुम्हें 5 मिनट देता हूँ। इन 5 मिनट में मैं तुम पर हमला नहीं करूंगा और तुम्हारे पास हर वो मौका होगा मुझे मारने का। मैं ना ही तुम्हारे हमलों को डॉज करूंगा। अगर तुमने 5 मिनट में मुझे नहीं मारा तो 6ठे मिनट में मैं क्या करूंगा इसका अंदाजा तुम्हें हो जाएगा। ये सुनकर कामाकिरी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ब्रह्म की तरह अपनी जेब में से एक बादल के पुल बनाने वाला डायल बाहर निकाल
निकालता है और एनेरू की तरफ हवा में फेंक देता है और बादल के पुल का इस्तेमाल करके एनेरू पर हमला कर देता है। और यहाँ पर गोइंग मैरी के ऊपर सातोरी के दोनों भाई होतोरी और कोतोरी बेहोश पड़े सांजी और उसाप पर हमला करके उनके साथ खेल रहे हैं। ये देखकर नामी से रहा नहीं जाता और उन पर हमला कर देती है। होतोरी अपने डायल का यूज करता है और नामी को लगता है कि ये एक इम्पैक्ट डायल है जिसकी वजह से इसकी मौत होने वाली है, पर ये कोई इम्पैक्ट डायल नहीं बल्कि एक फार्ट डायल होता है। हाँ वही वाला। ये करने के बाद ये दोनों डांस करना शुरू कर देते हैं। हमारे पास बहुत सारे अजीब डायल्स हैं। स्काईनेट इन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन होतोरी इस बार सच में इम्पैक्ट डायल का यूज करता है और स्काईनेट को शिप पर से उड़ा देता है। ये देखकर वापस से ये दोनों डांस करने लगते हैं। स्काईनेट शिप से नीचे नहीं गिरा होता और होतोरी पर हमला करके इसे नीचे गिरा देता है और नामी भी एक साइक्लोन अटैक का यूज करके होतोरी पर हमला करके इसे दूर फेंक देती है। अब दोनों को हराने के बाद मुझे एक बहुत ही जरूरी काम है, मुझे यहाँ से जाना होगा। नामी को अपना एक ग्लव देता है, इसके अंदर इम्पैक्ट डायल लगा हुआ है बच्चे, मुसीबत आने पर इसे इस्तेमाल कर लेना। और तभी होतोरी शिप पर वापस आ जाता है, वो भी अपने फायर वाले डायल के साथ। नामी पानी के बुलबुलों को छोड़ती है उस आग को बुझाने के लिए, जिसकी वजह से यहाँ पर भाप हो जाती है। स्काईनेट के द्वारा दिए गए ग्लव को पहन लेती है और होतोरी के ऊपर एक छलांग लगाती है और इसके चेहरे पर बैठकर इस पर इम्पैक्ट डायल का यूज करती है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक धमाका होता है और होतोरी फिर से दूर जाकर गिरता है। मेरी डिवाइन स्क्वाड की जान खतरे में है, एनेरू सभी को मार देगा, मुझे यहाँ से जाना होगा। और पियरे के ऊपर बैठकर यहाँ से चला जाता है। रुक जाओ, सांजी और उसाप को क्या होगा? इनकी हालत खराब है। लेकिन तभी नामी दिखती है कि सामने से कोई आ रहा है और वो है कॉनिस और पगाया। ये सभी लोग गोइंग मैरी के ऊपर आ जाते हैं। आइसिया नामी पर हमला कर देती है। मुझे हाथ मत लगाना, समझी ना? मैं एक स्टैंडियन हूँ, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अरे ओ ज्यादा बकवास की ना, ये इम्पैक्ट डायल छोड़ दूंगी तेरे ऊपर, तेरी हड्डियां तक नहीं दिखेंगी। और इस तरफ कामाकिरी और एनेरू। कामाकिरी ने अपना भाला एनेरू के सर के अंदर घुसा दिया है, पर इससे एनेरू को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि कामाकिरी को ही अपने शरीर के अंदर बिजली महसूस होती है और दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। क्या हुआ तुम्हें? लगता है तुम मुझे हरा नहीं पा रहे। मैंने ना ही तुम्हारे अटैक को डॉज किया और ना ही तुम पर कोई हमला किया है। क्या सच में मैं तुम्हें नहीं हरा सकता क्या? और तुरंत अपनी जेब में से एक ब्रेथ डायल निकालता है और हवा की एक तेज तलवार को बनाकर एनेरू को बीच में से काट देता है। पर ये होने के बाद भी एनेरू बहुत एक क्रीपी स्माइल करता है। ये देखकर कामाकिरी बुरी तरह से डर जाता है और एक पेड़ के ऊपर से कूदकर यहाँ से भागने लगता है अपनी जान बचाकर। मुझे जल्दी से वाइपर के पास पहुंचना होगा और उसे बताना होगा लड़ाई का कोई फायदा नहीं, एनेरू को मारा नहीं जा सकता, ये एनेरू तो अमर है। लेकिन तभी एनेरू इसके सामने आ जाता है। तुम्हारा समय अब खत्म होता है, अब मेरी बारी। और कामाकिरी के ऊपर 1 मिलियन वोल्ट की बिजली को गिरा देता है, जिसकी वजह से कामाकिरी बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाता है। पर आइसिया के पास स्पेशल पावर्स होने की वजह से कामाकिरी की चीख को सुन पाती है। अब गिदात्सु को हराने के बाद चॉपर अब खजाने की तलाश में उस बड़ी सी बेल यानी कि जायंट जैक के ऊपर चढ़ने लगता है। और जब चॉपर ऊपर पहुंच जाता है तो टूटे हुए खंडरों के साथ साथ इसे यहाँ पर एक बहुत बड़ा डॉग दिखाई देता है और तभी इसकी नजर एक मरे हुए शांडियन पर जाती है जो कि बगल में लेटा हुआ था। चॉपर उसे देखकर घबरा जाता है, उसे लगता है कि ये सब कुछ इस डॉग ने किया है। लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है, ये सब मैंने किया है और डॉग मेरा है। और ऊपर ओहम बैठा होता है और चॉपर को देखकर ओहम समझ जाता है कि चॉपर नीले समुद्र से आए हुए लोगों में से एक है। ओहम अपनी तलवार को बाहर निकाल लेता है। मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा इस जालिम और बेरहम दुनिया से। जानते हो कैसे? तुम्हें अभी इसी वक्त खत्म करके। और ये सुनकर चॉपर बुरी तरह से घबरा जाता है और अपनी जान बचाने के लिए खंडरों के बीच में भागने लगता है। ओहम नीचे आता है। तुमने गिदात्सु को तो मार दिया क्योंकि वो 1 नंबर का बेवकूफ था, लेकिन मुझसे कैसे बचोगे? हाँ, और ओहम अपनी तलवार से बहुत दूर से ही हमला कर देता है और उसकी तलवार बिल्कुल किसी रस्सी की तरह है जिससे वो चॉपर को बीच में से ही काट देता है। और यहाँ पर अपर यार्ड में राकी अपनी बंदूक लेकर अपर यार्ड में दुश्मनों का सफाया कर रही है। लेकिन तभी वो देखती है कि किनारे पर कामाकिरी घायल पड़ा है। राकी कामाकिरी के पास जाती है। मेरी ये हालत एनेरू ने की है। मेरे पास वाइपर के लिए एक मैसेज है राकी, तुम्हें वाइपर को इसके बारे में बताना ही होगा। उसे बता दो जिससे हम लड़ाई कर रहे हैं वो कोई इंसान नहीं, एक शैतान है। वो पूरा बिजली का बना है, हम उसे मार नहीं सकते। वो एक सचमुच का भगवान है, वो अमर है। कामाकिरी की इस हालत को देखकर और इसकी ऐसी बातें सुनकर राकी बुरी तरह से घबरा जाती है और राकी कामाकिरी के द्वारा दिया गया मैसेज वाइपर तक पहुंचाने के लिए यहाँ से निकल जाती है। और इस तरफ आइसा रोते हुए नामी और कोनिस को बताती है कि उसके पास एक खास शक्ति है जिसे मंत्र कहते हैं और उस मंत्र की पावर का यूज करके ये बता सकती है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग मर रहे हैं धीरे धीरे करके, जिसमें शांडियन के कबीले के लोग भी मौजूद हैं। पर कोनिस और नामी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि शिप के ऊपर उसाप और सांजी बुरी तरह से घायल पड़े हैं। इसके बाद आइसिया खुद उस शिप से नीचे कूद जाती है। राकी भी वहीं पर गई है, मुझे उसको बचाना होगा। लेकिन तभी उसे रोकने के लिए नामी भी नीचे कूद जाती है और उसे पकड़ लेती है। चुप हो जाओ, तुम अकेले कुछ नहीं कर पाओगी वहाँ पर। लेकिन आइसिया रोने लगती है और तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा सांप आ जाता है जिसकी वजह से चारों तरफ हलचल मच जाती है और सभी लोग डर के मारे फ्रीज हो जाते हैं। और इस सांप नामी और कोनिस पर हमला कर देता है और तभी अपनी जान बचाने के लिए नामी उस वीवर को स्टार्ट कर देती है जो कि शिप के ऊपर पड़ा था और आइसिया को पीछे बिठाकर जंगल के अंदर आ जाती है जहाँ पर शांडियंस की लड़ाई चल रही है। और तभी वो सांप भी नामी का पीछा करते हुए जंगल के अंदर आ जाता है और यहाँ पर तबाही मचाना शुरू कर देता है। और यहाँ पर जंगल में थोड़ी ही दूर पर जोरो एक चिड़िया से परेशान हो चुका है। आखिर कब तक तुम मेरा पीछा करते रहोगी? हाँ, तुमने मेरा खाना भी खा लिया। और तभी ये चिड़िया की नजर जोरो के बैग पर जाती है और इसे लगता है कि इसमें और भी खाना हो सकता है और जोरो का बैग चुरा कर हवा में उड़ जाती है। लेकिन अपने बैग को बचाने के लिए जोरो उसे कसकर पकड़ लेता है और चिड़िया के साथ साथ ही हवा में उड़ जाता है। और जमीन पर जो सांप नामी का पीछा कर रहा था वो नामी को छोड़कर हवा में जोरो को देखकर उस पर झपट्टा मार देता है और ये चिड़िया उस सांप से बुरी तरह से डर जाती है और अपना वजन कम करने के लिए उस बैग और जोरो को छोड़ देती है। क्या तुम्हें अब खाना नहीं चाहिए, मतलब पंछी? और इधर एनेरू की तलाश में वाइपर उस बेल के ऊपर से जा रहा है और जब ऊपर पहुंच जाता है तो इसे यहाँ पर ओहम मिलता है। जरा बुलाओ अपने उस भगवान को, मैं उसे ही ढूंढता
ढूंढते हुए यहाँ पर आया हूँ। लेकिन ओहम इसे कोई भी जवाब नहीं देता है। ठीक है, मैं उस सिंहासन पर जाकर खुद ही उसे मार दूंगा। लेकिन तभी पेरे पर बैठकर स्काईनेट यहाँ पर आ जाता है और स्काईनेट चिल्लाकर कहता है, इसका कोई फायदा नहीं, ऊपर सब कुछ तबाह हो चुका है। भगवान के वो सिंहासन वाली जगह अब पूरी तरह से तबाह हो चुकी है और ये सब एनरू ने किया है, क्योंकि अब उसे इस आइलैंड से कोई मतलब नहीं रह गया। इसलिए धीरे धीरे करके इस आइलैंड की बर्बादी करना शुरू कर चुका है। दोनों की बातों के बीच में अचानक से आसमान से जोरो गिरता है। जोरो खुद को संभालता है और कहता है, अरे यार आखिर ये सब चल क्या रहा है। और तभी ये बड़ा सा सांप भी जायंट जैक को चढ़कर यहाँ पर आ जाता है अरे यार, इसी की कमी थी। तुम नीचे से आए हो लोग, हमें अपनी लड़ाई को लड़ने भी नहीं दे सकते। हाँ, और गुस्से में आकर अपनी बंदूक को जोरो के ऊपर चला देता है। और यहीं बैकग्राउंड में पीछे स्काईनेट और ओहम आपस में फाइट कर रहे हैं। जोरो उसकी बंदूक से बच जाता है और अपनी तलवारों से उस पर हमला कर देता है, लेकिन वाइपर अपने पैरों में लगे हथियार का यूज करके उसकी तलवार को रोक देता है। और तभी लड़ाई के बीच में सबके ऊपर ये बड़ा सा सांप छलांग लगा देता है और जोरो पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जोरो इससे बचाता है। अरे यार, अब क्या ये भी लड़ाई करेगा। लेकिन तभी बोलते हुए अचानक से जोरो पर हमला हो जाता है और ये हमला किया है ओहम के डॉग ने। इसका नाम है होली और इसे मैंने ही ट्रेन किया है। और क्या तुम जानते हो, तुम्हें मारने के लिए अकेला ही काफी है। और इस तरफ जंगल में नामी और आइसिया मिल्की रोड के ऊपर बहुत तेजी से वीवर को लेकर जा रहे हैं, क्योंकि उनके पीछे डिवाइन स्क्वाड के मेंबर्स पड़े हुए हैं। अरे यार, ये कौन है? ये भगवान के लिए काम करते हैं और इनकी तादाद बहुत ज्यादा है। और तभी आइसिया को मंत्र की वजह से जायंट जैक के ऊपर जो कुछ भी चल रहा होता है उसकी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। ऊपर कुछ लोग लड़ रहे हैं नामी, और शायद उनमें वाइपर भैया भी हैं। अगर ऐसी बात है तो वहीं पर चलते हैं। यहाँ पर ऊपर जोरो ओहम से फाइट करता हुआ अपनी बाईं ओर देखता है, जहाँ पर उसे चॉपर मिलता है, जो कि बुरी तरह से घायल है, जिसे देखकर जोरो हैरान रह जाता है और भागते हुए चॉपर के पास जाता है उसकी मदद के लिए। अरे चॉपर, ये तुम्हें क्या हो गया? यहाँ पर एक चाल है। और तभी यहाँ पर बहुत सारे कांटे आ जाते हैं जो कि जोरो को लग जाते हैं, लेकिन जोरो फिर भी हार नहीं मानता, चॉपर को उठाता है। चॉपर, क्या हुआ तुम्हें? जल्दी जाग जाओ। वाइपर और ओहम जोरो को चॉपर को ऐसे उठाते हुए देख रहे हैं। उस जानवर को मैंने ही मारा है, लगता है अब तुम उसका बदला लेने वाले हो। अभी मेरे हाथों से किसी की मौत होने वाली है। और ओहम अपनी तलवार से जोरो पर हमला करता है, जिसकी वजह से जोरो बुरी तरह से घायल हो जाता है और जोरो के सीने में से खून आना शुरू हो जाता है। ये क्या था? मैं नीले समुद्र के लोगों से लड़ाई करना पसंद नहीं करता हूँ, उन्हें कुछ भी नहीं पता है। जानते हो, ये तलवार आयरन क्लाउड से बनी है और इसके नीचे एक डायल भी लगा हुआ है, जो कि तुम्हारी साधारण तलवारों से बहुत ज्यादा एडवांस है। और तभी जोरो को बहुत सारे लोगों के कदमों की आहट सुनाई देती है और जोरो पीछे मुड़कर देखता है कि जायंट जैक को चढ़कर बहुत सारे डिवाइन स्क्वाड के मेंबर्स आ चुके हैं यहाँ पर ओहम का साथ देने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे शांडियंस भी यहाँ पर आ जाते हैं वाइपर की हेल्प करने के लिए। और तभी नामी भी यहाँ पर आ जाती है अपने पीछे बहुत सारे डिवाइन स्क्वाड के मेंबर्स को लेकर, और जोरो और वाइपर इस डिवाइन स्क्वाड वाले मेंबर्स पर हमला कर देते हैं और नामी की जान बचाते हैं। नामी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? आइसिया, तुम इस नीले समुद्र वाले लोगों के साथ क्या कर रही हो? लगता है ये लोग ऐसे नहीं मानने वाले। अभी मैं बताता हूँ। आइसिया, उससे दूर हट जाओ, अब मैं इसे खत्म करने वाला हूँ। और नामी के ऊपर अपनी बंदूक को चला देता है, लेकिन वाइपर के कहने के बावजूद आइसिया नामी को नहीं छोड़ती है। लेकिन इससे पहले कि ये बंदूक इन दोनों को हिट करती, स्काईनेट यहाँ पर आ जाता है और इन दोनों की जान बचाकर इन्हें हवा में उड़ा देता है। लेकिन तभी ये बड़ा सा सांप यहाँ पर आता है और स्काईनेट, पीरे, आइसिया और नामी को खा जाता है। जोरो और वाइपर ये देखकर बहुत जोर से चिल्लाते हैं, पर मौके का फायदा उठाकर ओहम और उसका डॉग जोरो और वाइपर पर हमला करके इन्हें घायल कर देते हैं। ये देखकर शांडियंस को बहुत गुस्सा आ जाता है और सभी लोग ओहम पर हमला कर देते हैं, पर ओहम का अकेला डॉग ही इन सभी शांडियंस पर भारी पड़ता है और इन सभी को एक एक पंच मारकर इन सभी को दूर फेंक देता है। और इसके बाद ओहम अपने डॉग को जायंट जैक के आसपास घूमने का ऑर्डर देता है और किनारों के ऊपर गोल गोल भागने लगता है और अपने डॉग के साथ मिलकर इस आइलैंड के आसपास एक बहुत बड़ा कवच बनाता है आयरन क्लाउड का, ताकि कोई भी यहाँ से बाहर ना जा सके। ओहम और सभी डिवाइन स्क्वाड के मेंबर्स कहते हैं, अब जो कुछ भी होगा इसके अंदर ही होगा। और तभी वाइपर खड़ा होता है और उस डिवाइन स्क्वाड के मेंबर पर हमला करता है। तुमने बिल्कुल सही कहा, जो कुछ भी होगा इधर ही होगा। जोरो अपने मन में सोचता है कि कैसे भी करके नामी को बचाना ही होगा, और ठीक ऐसा ही वाइपर आइसिया के बारे में सोचता है। लेकिन तभी जायंट जैक को चढ़कर राकी भी यहाँ पर आ जाती है और राकी आते ही वाइपर को आवाज लगाती है, वाइपर, ये आवाज तो जानी पहचानी है। वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, वो हमारे टक्कर का नहीं है, हमें इस लड़ाई को रोकना होगा वाइपर। और वाइपर अचानक से अपनी बंदूक को छोड़कर राकी के पास जाता है। राकी, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? अपने पीछे देखो, वो तुम्हें मार देगा। राकी अपने पीछे देखती है और देखती है कि इसके पीछे एनरू खड़ा होता है। एनरू इसे देखकर कहता है, शायद तुम मेरे बारे में ही बातें कर रही थी, है ना? अब आखिर ये क्या बला है? वाइपर कसकर उस कवच को पकड़ लेता है। अगर तुमने राकी को छुआ भी तो तुम देख लेना मैं तुम्हारी क्या हालत करता हूँ। तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे, तुम्हारी मौत बहुत बुरी होगी। और यहाँ पर एनरू के सामने राकी एकदम थम जाती है। राकी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि अब इसे क्या करना चाहिए। राकी के हाथ में एक राइफल होती है और उसे एनरू पर चला देती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता है। वो गोलियां एनरू की बॉडी के आर पार चली जाती हैं। ये नहीं हो सकता। राकी को कामाकिरी की वही बातें याद आती हैं कि ये बंदा बिजली का बना है, जिसे ये लोग कभी मार नहीं सकते। एनरू सचमुच का एक भगवान है और ये बंदा अमर है। वाइपर की ऐसी हालत को देखकर एक डिवाइन स्क्वाड के मेंबर को उस पर हमला करने का एक मौका मिल जाता है और वाइपर की पीठ के ऊपर हाथ रख के वाइपर पर 3 से 4 इम्पैक्ट अटैक्स करता है। वाइपर के मुंह से खून आने लगता है, लेकिन फिर भी वाइपर अपनी जगह से हिलता तक नहीं है, उसे बस राकी की चिंता है। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं, जहाँ पर बचपन में वाइपर राकी को बताता है कि वो जो जमीन का टुकड़ा है अपरयाड, वो इनका है और इनके पूर्वज ने उसे खो दिया था, लेकिन ये सभी लोग मिलकर साथ में उसे लेकर ही रहेंगे। और तभी वाइपर अपनी यादों से भर आता है और अपने सामने राकी को देखता है, जहाँ पर राकी एनरू के सामने खड़ी है। और तभी एनरू राकी पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से राकी बहुत जोर से चिल्लाती है।
और राकी की ऐसी हालत को देखकर वाइपर हद से ज्यादा गुस्सा हो जाता है। ये तुमने अच्छा नहीं किया। शैंडोरा के वीर निवासी वाइपर, मुझे तो लगा था तुम बहुत ज्यादा ताकतवर होगे, पर तुमसे ज्यादा ताकतवर तो ये लड़की निकली। कम से कम इस लड़की ने बहादुरी तो दिखाई। अगर तुम आखिरी तक बचे रहे तो मैं तुमसे लड़ूंगा। और ऐसा बोलकर एनरू बिजली बनके यहाँ से गायब हो जाता है। अभी सब कुछ देखने के बाद जोरो समझ जाता है कि एनरू कोई मामूली बंदा नहीं है। क्या यही यहाँ का भगवान था? लेकिन मुझे तो बिनामी को बचाना है। और जोरो और वाइपर अपने अपने हथियार उठाकर उस बड़े से पाइथन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन बीच में ही ओहम जोरो पर हमला कर देता है और इन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। ओहम अपनी तलवार का यूज करके जोरो पर हमला करता है, लेकिन जोरो भी खुद को बचाते हुए उसके इस अटैक को डॉच करता है और जोरो भागते हुए ओहम के पास जाता है उसे मारने के लिए। लेकिन ओहम अपने आयरन क्लाउड हथियार का यूज करके एक आयरन की शील्ड बना लेता है और जोरो को यहीं पर रोक लेता है। इस तरफ हम नामी और उन बाकी सभी लोगों को देखते हैं जो कि सांप के पेट के अंदर अभी भी जिंदा है। और तभी सांप के पेट के अंदर जो कचरा है उसमें से बहुत सारे पत्थर आइसिया पर गिर जाते हैं, लेकिन पीरे इसे बचा लेता है। ये सांप कितना बड़ा है ना, ये देखो कितने सारे खंडरों के टुकड़ों को इसने अपने पेट में भर रखा। और तभी इन सभी को किसी के कदमों की आहट सुनाई देने लगती है और अंधेरे में से एक परछाई इनकी तरफ ही आ रही है और हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि लूफी है। लूफी इन सभी के सामने आ जाता है। अरे यार, मैं इस गुफा में खो गया था। नामी, तुम कैसे आई यहाँ पर? अबे ढक्कन लूफी, ये कोई गुफा नहीं है, ये एक बड़े से सांप का पेट है। क्या मैं एक सांप के पेट के अंदर हूँ? ओ भाई, मुझे लगा मैं किसी खाई गुफा में गिर गया। यार एक काम करते हैं, इस सांप के ना बिल्कुल पीछे चले जाते हैं, क्या पता वहाँ पे हमें बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल जाए। पर ये सुनकर नामी जोर से लूफी को मारती है। साले थोड़ी सी भी शर्म आती तेरे को लूफी है? कैसी बातें कर रहा तू, पागल हो गया क्या? तो गाइज आपको पता चल ही गया होगा कि ये लूफी किस बारे में बात कर रहा है। और बाहर वाइपर डिवाइन स्क्वाड के मेंबर से लड़ता हुआ उस बड़े से सांप के ऊपर अपनी बंदूक चला देता है। आइसिया को बाहर निकालो अभी। और जोरो ओहम से छुपा हुआ है। अरे यार, मुझे नामी को बचाना ही होगा और मुझे इस ओहम को हराना होगा किसी भी हालत में। और जोरो ओहम से बचते हुए यहाँ से बहुत दूर भागने लगता है, लेकिन मंत्र यूज करने की वजह से ओहम को जोरो की लोकेशन पता चल जाती है। और यहाँ पर जोरो उस सांप से दूर आकर अपने गॉगल्स को उतार देता है और उस बाउंटी हंटर वाले कपड़े को अपने सर के ऊपर बांध लेता है और अपनी 3 तलवारों को निकाल कर अपनी पोजीशन में आ जाता है। और ओहम भी यहाँ पर पहुंच जाता है जोरो को ढूंढते हुए और उसे पता चल जाता है कि इस दीवार के पीछे जोरो खड़ा हुआ है। मुझे नहीं पता कि तुम कहाँ से हमला करने वाले हो और ना ही तुम्हें पता है कि मैं कहाँ से तुम पर हमला करने वाला हूँ। लेकिन तभी ओहम अपनी तलवार का यूज करके सामने की दीवार को तोड़ने लगता है और उस दीवार को तोड़कर जोरो पर हमला कर देता है। और जोरो अपने मुंह में अपनी तलवार को भर के 3 स्पोर्ट स्टाइल 108 कैलिबर फोनिक्स का यूज करता है, जिसकी वजह से जोरो की तलवार के फ्लैशेस ओहम को खत्म कर देते हैं। और इसी तरह से आखिरी बचा हुआ पुजारी भी हार जाता है। और यहाँ पर सांप के पेट के अंदर आइसिया स्काईनेट का हथियार लेकर उसी के ऊपर तान देती है। ये वही है, एंड्रू से पहले यही यहाँ का भगवान हुआ करता था, इसी ने हमसे हमारा अपरियार छीन लिया। नहीं आइसिया, ये वो नहीं है। स्काईनाइट 400 साल पहले जिंदा तक नहीं था भाई। हाँ, वो मैं नहीं था बच्चे, वो हमारे पूर्वज थे जिन्होंने तुमसे तुम्हारा अपरियार छीन लिया। लेकिन फिर भी जब मैं भगवान बन गया तब भी मैं तुम्हें तुम्हारा अपरियार नहीं दिलवा पाया और इस लड़ाई को खत्म नहीं करवा पाया। ये सारी गलती मेरी है। तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो, अगर ऐसा करने से तुम्हारा बदला पूरा हो जाता है तो बेशक मुझ पर अपनी तलवार को चलाओ बच्चे। और आइसिया बिना कुछ सोचे समझे स्काईनेट पर हमला कर देती है, लेकिन तभी लूफी उस तलवार को पकड़ लेता है। बस बहुत हो चुका, स्काईनेट को अपनी गलती का पछतावा है और वो माफी भी मांग रहे हैं, तो तुम्हें अब क्या दिक्कत है? हाँ? और इस तरफ हम रॉबिन को देखते हैं जो कि गोल्ड की सिटी शेंडोरा में घूम रही है और एक पोनीग्लिफ को ढूंढ रही है। तभी रॉबिन देखती है कि यहाँ पर कुछ रेलवे ट्रैक्स हैं और तभी हमें पता चलता है कि रॉबिन यहाँ पर अकेली नहीं है, इसके साथ साथ यहाँ पर कोई और भी है जो कि है भगवान एनरू। लगता है तुमने भी शेंडोरा को ढूंढने वाला है। अरे भाई, तुम कौन हो? मैं हूँ कामी, जिसका मतलब जापानीज में गॉड होता है। तुम्हारी शक्ल से और तुम्हारे कपड़ों से तुम मुझे कोई आर्कियोलॉजिस्ट लगती हो, जिस हिसाब से तुम इन दीवारों की रिसर्च कर रहे हो। वैसे अगर तुम सोने की तलाश में आई हो तो भूल जाओ, क्योंकि वो सारा सोना मैंने पहले ही रख लिया है। और क्या तुम जानती हो, इस जगह पर आने वाली तुम दूसरी इंसान हो। जब से अपरियार ऊपर आया है, शेंडोरा का आधा हिस्सा बादलों में ढक चुका है, लेकिन तुमने इसे ढूंढ निकाला। तुम्हें अगर सच बताऊं तो पहले वाला भगवान बहुत ज्यादा ही नादान था, क्योंकि जब मैं भगवान बना था तो इस कमाल के सोने के शहर को ढूंढने वाला मैं पहला इंसान था। क्या खजाने के साथ साथ तुमने उस बेल को भी ले लिया है? हाँ, बेल? कौन सी बेल? हाँ, एक सेकंड, क्या तुम उस बेल के बारे में बात कर रहे हो जो कि सोने की बनी है? जब जे आइलैंड का ये टुकड़ा स्काइपिया के ऊपर आया था तो उस दिन वो बेल बजी थी और स्काइपिया के सभी लोगों ने इस बेल को सुना था। पर स्काइपिया के लोगों को लगा कि आइलैंड गाना गा रहा है और इस आइलैंड को किसी पवित्र जगह की तरह पूजने लगे। ये सुनकर रॉबिन हैरान रह जाती है कि इस बंदे को उस बेल के बारे में पता है जिसे ये ढूंढ रही है। उसी बेल के ऊपर पोनीग्लिफ मौजूद है। और तभी रॉबिन से बात करते हुए एनरू आसमान में देखता है। उस गद्दार को रोकना होगा। अब इसके बाद हम कुछ टाइम पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर कॉनिस उसॉप और सांजी की देखभाल कर रही है। लेकिन तभी कॉनिस की पेट चिल्लाने लगती है, जिसे सुनकर पगाया और कॉनिस बाहर आते हैं और देखते हैं कि डिवाइन टीम का एक मेंबर घायल पड़ा है। पगाया और कॉनिस गोइंग मैरी से नीचे उतरकर उसके पास जाते हैं और ये बंदा अपनी घायल हालत में कहता है, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, वो एंजल बीच पर है, प्लीज उन्हें बचा लीजिए। अरे चिंता मत करो, उन्हें कुछ नहीं होगा। सिर्फ उनका ही नहीं, स्काइपिया के सभी लोगों को खतरा है। एनरू सब कुछ खत्म करने वाला है। हम सभी के सभी कैनफॉल के लिए काम करते थे, लेकिन जब से एनरू भगवान बना है तो हमें जबरदस्ती उसके लिए काम करना पड़ा। एनरू का मतलब अब पूरा हो चुका है। वो पूरे स्काई
स्काइपिया को खत्म करने वाला है। वो सिर्फ अपने मतलब के लिए स्काइपिया पर आया था। ये पूरा का पूरा स्काइपिया अपनी पूरी रफ्तार से नीचे नीले समुद्र में गिर जाएगा और देखते ही देखते सभी लोग खत्म हो जाएंगे। ये सारी बातें सुनकर कॉनिस बुरी तरह से घबरा जाती है और एक घायल बंदा ये भी कहता है कि ये एनरू कोई आर्क मैक्सिम नाम की चीज को बना रहा है और जैसे ही वो बन जाएगी ये स्काइपिया को खत्म कर देगा। और प्रेजेंट टाइम में एनरू को पता चल चुका है कि कोई डिवाइन टीम का मेंबर ये सारी जानकारी किसी को लीक कर रहा है। गद्दार आदमी, तुम्हें तो सजा मिलकर ही रहेगी। ये तो लोकिया टाइप का डेविल फ्रूट यूजर है और यहाँ पर डिवाइन टीम का वो मेंबर आर्क मैक्सिम एनरू का उड़ने वाला जहाज है। और जैसे ही वो ये बोलता है तो आसमान से एक बिजली गिरती है और बिजली इस बंदे के ऊपर गिरने वाली होती है। लेकिन उससे पहले ही अपनी बेटी कॉनिस की जान बचाने के लिए पगाया उसे बोट के ऊपर धक्का दे देता है और एक धमाके के साथ वो बिजली पगाया और इस घायल आदमी के ऊपर गिरती है, जिसकी वजह से इन दोनों की यहीं पर मौत हो जाती है। बिजली गिरने के बाद ये हिस्सा पूरी तरह से जलकर राख हो जाता है और कॉनिस को रियलाइज हो जाता है कि अभी अभी उसके पापा मारे गए हैं, वो भी उसे बचाते हुए। पर कॉनिस डिसाइड करती है कि अपने फादर की कुर्बानी को जाया नहीं देने जा सकती और एंजल बीच पर जाकर एनरू के मकसद को सबको बता देगी और स्काइपिया की सभी लोगों की जान बचाएगी। और ऐसा करने के लिए ओसॉप और सांजी को अपनी पेट के सहारे छोड़कर एंजल बीच की तरफ निकल पड़ती है अपने वीवर के ऊपर बैठकर। और इधर जोरो ने ओहम को हरा दिया है। ये बेशक ताकतवर था लेकिन मैंने इस पर अपना बहुत सारा समय बर्बाद कर दिया है। मैं पूरी तरह से तैयार नहीं हूँ, मुझे और भी ज्यादा ताकतवर बनना होगा। और तभी ओहम का डॉग जोरो पर हमला कर देता है। रुक जाओ वहीं पर। और जोरो की बात सुनकर ये डॉग सचमुच में रुक जाता है। ये क्या है भाई? अबे ये डॉग सबकी बात मानता है क्या? अबे तो ये ओहम का पालतू कैसे हुआ? पागल वागल है ये? अच्छा ठीक है, एक काम करो, अपने सर के ऊपर हमला करो और उसके बाद बेहोश हो जाना। और जोरो के ऐसा कहने की वजह से ये डॉग सचमुच में ऐसा करता है और यहीं पर बेहोश हो जाता है और इसके सर के ऊपर एक बॉल उग जाती है। और उस डॉग से निपटने के बाद जोरो उस सांप की तरफ जाने लगता है जहाँ पर वाइपर पहले ही इस पाइथन से फाइट कर रहा है। वाइपर अपनी बजूका का यूज करके इस पर हमला करता है लेकिन इसका बाल भी बाका नहीं होता है। और तभी जोरो यहाँ पर आ जाता है और अपनी तलवार से पाइथन पर हमला करता है लेकिन इससे भी ये सांप नहीं मरता है। अरे यार आखिर ये कितना मजबूत है। लेकिन सांप के अंदर लूफी और इन सभी को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। अरे यार ये सांप इतना हिल क्यों रहा है? और इस तरफ एनरू रॉबिन एनरू की ताकत को देखकर हैरान रह जाती है। इसमें कोई शक नहीं, ये आदमी एक लोगिया टाइप का डेविल फ्रूट यूजर है। तो शुरू करते हैं अपना अल्टीमेट प्लान। अल्टीमेट प्लान? अब भला ये क्या चीज है? एनरू अपने हाथ को ऊपर करता है और एक बिजली गिराता है। क्यों ना तुम्हारे दोस्तों को भी यहाँ पर बुला लिया जाए। और ऊपर का प्लेटफॉर्म यानी कि जायंट जैक के ऊपर जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है जहाँ पर जोरो, सांप और ये बाकी सभी लोग अभी मौजूद हैं, ये पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म ही एनरू की बिजली की वजह से टूटने लगता है और टूटकर नीचे शेंडोरा के अंदर गिरने वाला होता है। एक आदमी के पास इतनी ज्यादा ताकत। और प्लेटफॉर्म के साथ साथ घायल पड़ा हुआ चॉपर भी नीचे गिरने लगता है लेकिन जोरो उछलकर चॉपर को बचाने की कोशिश करता है और सांप के पेट के अंदर लूफी और ये सभी लोग भी नीचे गिरने वाले होते हैं। जल्दी सभी लोग मेरे वीवर को पकड़ो, सांप अभी सीधा है, हमें उसका मुंह दिखाई दे रहा है, हम इसके मुंह से बाहर निकल सकते हैं लूफी। और लूफी और आइसिया वीवर को पकड़ लेते हैं। आखिरकार मैं इस सांप से बाहर निकलने वाला हूँ। लेकिन नामी का प्लान फेल हो जाता है और लूफी और आइसिया इसके पेट के अंदर ही रह जाते हैं और नामी अकेली ही सांप के मुंह से बाहर निकल जाती है और स्काईनेट भी इसके मुंह से बाहर निकल जाता है। जब नामी इसके मुंह से बाहर निकलती है, अरे यार इससे ज्यादा अजीब और क्या हो सकता है, हम एक सांप के मुंह से बाहर निकल रहे हैं। और तब ये सभी लोग शेंडोरा पर आकर गिर जाते हैं और जोरो चॉपर को नीचे गिरने से बचा लेता है और देखता है कि सामने रॉबिन खड़ी है और इधर सांप के मुंह के अंदर आइसिया लूफी को डांट रही होती है। तुम्हारी वो नीली समुद्र वाली दोस्त हमें धोखा दे गई। अरे यार देखो, मैं तुम्हें पहले भी समझा रहा था और अभी भी समझा रहा हूँ, ठीक है? हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक जगह होती है जहाँ से वो अपने खाने को बाहर निकालती है। ये सुनकर आइसिया लूफी के मुंह पर एक पंच मार देती है। अपना मुंह बंद रख ले, ठीक है ना? मैं वहाँ से नहीं जाने वाली। और तभी पियरे यहाँ पर आ जाता है। लूफी इसके ऊपर बैठ जाता है। अगर मैं बाहर होता ना तो इसे अभी पका कर खा जाता, पर अभी यही हमारी हेल्प कर सकता है सिर्फ। तुमने अपने हाथों को लंबा कैसे किया? आखिर तुम हो कौन? ओ अच्छा ये, हाँ दरअसल मैं रॉबर्ट का बना हूँ, ये देखो। आखिर तुम चीज क्या हो? और नामी और स्काईनेट इस सांप के मुंह से बाहर आ चुके हैं। स्काईनेट सर, लूफी और आइसिया अभी भी उसके मुंह के अंदर है। घबराने की बात नहीं है बच्चे, पियरे बहुत ही ज्यादा बहादुर है, वो उनका ख्याल रखेगा। और तभी शेंडोरा के ऊपर गिरने के बाद वाइपर अपनी आंखों के सामने अपने शहर शिंडोरा को देखता है और ये बड़ा सा सांप भी शिंडोरा को देखकर रो रहा है। लेकिन ऐसा क्यों है, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। इतने शर्म की बात है, तुम्हें तो सजा मिलनी ही चाहिए। और एनरू इस पर एल्स थॉर नाम का एक अटैक यूज करता है और ये सांप बुरी तरह से घायल हो जाता है। अरे नहीं, इसके अंदर तो नामी भी है। हाँ भी जोरो, क्या हुआ? नामी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं वहाँ पर नहीं हूँ भाई, उसके अंदर लूफी है। अरे यार ये लूफी उसके अंदर कैसे पहुंच गया अब? और तभी एनरू एक डायल को बाहर निकालता है और उससे एक क्लाउड की बॉल बनाता है और उसके ऊपर बैठकर इन सभी के सामने आकर कहता है, मैंने तुम सभी को यहाँ पर बुलाया है, इस गेम के आखिरी 5 सर्वाइवर से तुम बचे हो। और नामी पत्थरों के पीछे छुपने की कोशिश कर रही थी लेकिन एनरू अपने मंत्र की ताकत का यूज करके नामी को भी गिन लेता है। अरे वाइपर एनिमे एक्सप्लेन, हाँ मैंने तुमसे कहा था ना अगर तुम आखिरी में बचे तो मैं तुमसे लड़ूंगा। लगता है तुमने मेरी बात को कुछ ज्यादा ही गंभीरता से ले लिया। वैसे तुम पांचों ने बहुत बढ़िया काम किया, पर अभी यहाँ पर एक सर्वाइवर की मौत होने वाली है, देखते हैं वो कौन होगा। और सभी लोग एनरू की तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं, वो तुम हो, समझे? वो तुम हो, वो तुम हो, वो तुम हो, समझे? इधर हम कॉनिस को देखते हैं जो कि अपने वीवर पर बैठकर एंजल बीच के ऊपर जा रही है सबको ये बताने के लिए कि एनरू क्या करने वाला है और वो सारी जानकारी जो कि उस बंदे ने दी थी। और इस तरफ शेंडोरा के अंदर सभी लोगों ने अपने हथियारों को एनरू के खिलाफ दाग दिया है। एनरू हंसने लगता है। क्या तुम्हें सच में लगता है तुम लोग मुझे हरा सकते हो? भगवान को मारोगे? हाँ आजकल के ये नादान लोग
भगवान की मौजूदगी का कोई असर ही नहीं इन पर। एक बुढ़ा इंसान जिसे स्काइपिया में सिर्फ खुशियां चाहिए, एक शांडियन जिसे अपना शिंडोरा वापस चाहिए, और कुछ नीले समुद्र के लोग जो कि इतने ऊपर सिर्फ सोने को चुराने यहाँ पर आए हैं। तभी स्काईनेट चिल्लाकर कहता है, अपनी बकवास को बंद करो, मुझे अभी इसी वक्त मेरे सारे डिवाइन टीम के मेंबर्स वापस चाहिए। तुम क्या करना चाहते हो, ये मेरी कभी समझ में नहीं आया। मैं क्या करना चाहता हूँ? दरअसल मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। क्या तुम यहाँ से जाना चाहते हो? हाँ, ये एक तरह से सच है। मैं जहाँ पैदा हुआ, जिस स्काई आइलैंड के ऊपर मैं बड़ा हुआ, वहाँ के लोग एक जगह को बहुत ज्यादा मानते हैं। उस जगह को भगवान के रहने की जगह कहा जाता है, और बचपन से लेकर आज तक वो जगह मुझे अपनी तरफ आकर्षित करते आई है। और अब जब मेरे पास ताकत है तो मैं इस घटिया से अपर यार्ड में क्यों रहूँ? मेरे सपने बहुत ज्यादा बड़े हैं। मैं जहाँ पर जाना चाहता हूँ, हमारे स्काई आइलैंड में उसे फेरी वर्थ के नाम से जाना जाता है। अनंत मीलों तक, जहाँ जहाँ तक तुम्हारी नजर जाती है, वहाँ तुम्हें सफेद वर्थ देखने को मिलेगी जो कि कभी खत्म नहीं होती। मैं वहाँ पर जाकर राज करना चाहता हूँ। और रही बात इस स्काई आइलैंड की, इसे तुम्हें नीचे गिरा दूंगा। यहाँ पर मौजूद हर एक इंसान मरेगा। इसके बाद एनेरू डंडे से उस बॉल पर मारता है और उसे गायब करके नीचे जमीन पर आ जाता है। हम ऐसा नहीं होने देंगे, पहले मेरी डिवाइन टीम को वापस करो। अरे यार, तुम अभी तक उसके पीछे पड़े हो। हाँ, डिवाइन टीम। हाँ, उन लोगों से मैंने बहुत सारे काम करवाए और उन सभी ने वो काम किया। एक ऐसी चीज को बनाया जो कि मेरे सपनों को पूरा करने में मेरे बहुत काम आने वाली है। लेकिन जब उन्हें पता चला कि मैं क्या करने वाला हूँ, तो वो सभी लोग मेरे खिलाफ हो गए। और मैं एक भगवान था, तो मैंने उन सभी को मार दिया। जो भी भगवान के खिलाफ जाएगा, उसका यही हश्र होगा। ये सुनकर स्काईनेट को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अपना हथियार लेकर एनेरू की तरफ आगे बढ़ने लगता है। एनेरू, तुम कोई भगवान नहीं, बस एक घटिया इंसान हो। ऐसी ताकतों के साथ तुम्हें कोई हक नहीं है। स्काईनेट अपना हथियार एनेरू के सीने के अंदर घुसा देता है, लेकिन इससे एनेरू को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता है और स्काईनेट के बगल में आ जाता है अब मेरी बारी है। और अपने हाथों से एक बिजली निकालता है और उससे स्काईनेट को मारने ही वाला होता है। गैनफॉल, तुम आज भी उतने ही कमजोर हो जितने तुम 6 साल पहले थे। और इसके बाद हम गैनफॉल की यादों को देखते हैं 6 साल पुरानी, जहाँ पर 6 साल पहले ये बंदा स्काईनेट ही भगवान हुआ करता था। मैं कैसा कामी हूँ, मैं शांडियंस को उनका अपर यार्ड वापस नहीं दिलवा पा रहा। स्काइपिया के लोगों को भी समझना चाहिए। और तभी इसका आदमी इसके पास आकर कहता है, सर, आपने पूरी कोशिश की, आप तो उनके पास भी गए थे, लेकिन उन शांडियंस ने मना कर दिया। वो उससे अपनी जमीन मानते हैं, जो कि एक तरह से सच भी है। लेकिन हमारे स्काइपिया के लोग भी बहुत भूले हैं सर। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, हम ऐसे ही हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठ सकते। शांडियंस को इंसाफ दिलाना ही होगा। और तभी बाहर काले बादल आ जाते हैं, जो कि इसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने वाले हैं। और सभी डिवाइन टीम के मेंबर्स चौकन्ना हो जाते हैं। ये क्या, लगता है कुछ लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और एनेरू और उसके पुजारी यहाँ पर आ जाते हैं। और कुछ घंटे के बाद एनेरू के सिंहासन वाली जगह के अंदर एक घायल सोल्जर आता है। ये क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी ये हालत किसने की? हाँ, क्या बाहर शांडियंस आए हैं? नहीं सर, बाहर कोई बिजली की ताकत लेकर एनेरू नाम का कोई इंसान आया है, जो कि अपने आप को भगवान एनेरू बुलाता है। और तभी सातोरी इन दोनों को खींच लेता है, जिसे देखकर स्काईफॉल बाहर जाता है। और जो देखता है उसे देखकर इसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। सारे डिवाइन टीम के मेंबर्स घायल पड़े हैं और ये सब किया है मात्र 4 लोगों ने। और तभी एनेरू इसके पीछे आ जाता है कैसे हो पुराने भगवान? और स्काईनेट के सर के ऊपर अपनी 2 उंगलियों को रखता है और इसे बिजली का झटका देकर यहीं पर घायल कर देता है। इन सभी काम चोरों को जगाओ, कामी सामा इन सभी को काम देने वाले हैं। और इस बुड्ढे को इस जाइंट जैक से नीचे फेंक दो। अब इसका यहाँ पर कोई काम नहीं, इस जगह का उसका नया भगवान मिल चुका है। और ये सारे पुजारी स्काईनेट को नीचे फेंक देते हैं। और प्रेजेंट में स्काईनेट ये सारी बातें याद कर रहा है और अपनी पूरी ताकत से चिल्लाता है, जिसे सुनकर वाइपर स्काईनेट को देखता ही रह जाता है और स्काईनेट जलकर नीचे गिर जाता है। ये देखकर नामी बुरी तरह से डर जाती है। ये इसने क्या किया? ये इंसान बहुत ज्यादा खतरनाक है। मैंने कहा था ना तुमसे, तुम में से कोई एक तो मरेगा ही। अब 4 लोग बचे हैं। चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ। कौन कौन मेरे साथ फेरी वर्थ पर चलना चाहता है? क्योंकि अब मेरे पास मेरे पुजारी नहीं बचे। तुमने उन सभी को मार दिया। वैसे भी वो सभी लोग बहुत कमजोर थे। तुम 4 लोग बचे हो, जरूर तुम ताकतवर होगे। तो चलो मेरे साथ मेरे सपनों की दुनिया में। पर ये सुनकर जोरो साफ साफ इसे मना कर देता है। क्या कहा तुमने? क्या तुमने मुझे मना किया? अभी तुम बोल रहे थे कि तुम स्काइपिया को खत्म कर दोगे, पर अगर तुम ऐसा करते हो तो शायद वो आखिरी बची हुई सोने की चीज जो कि तुम्हें चाहिए, शायद तुम उसे भी खत्म कर बैठोगे। अच्छा, तो तुम उस बेल के बारे में बात कर रही हो? हाँ, वो आखिरी बची हुई सोने की चीज तो है, मुझे वो चाहिए भी। पर अगर मैं स्काइपिया को खत्म भी कर देता हूँ, तो उस बेल को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ने वाला। वो एक ऐसी जगह पर मौजूद है। ये सुनकर रॉबिन समझ जाती है कि वो पोनीग्लिफ वाली बेल कहाँ पर हो सकती है। लेकिन एनेरू भी समझ जाता है कि रॉबिन को इस बारे में पता चल चुका है। मुझे तुम जैसी समझदार लड़कियाँ सच में बिल्कुल पसंद नहीं। और ऐसा बोलकर एनेरू रॉबिन पर भी हमला कर देता है और जोरो रॉबिन को पकड़ लेता है। ये एक लड़की थी, अब तुम नहीं बचने वाले। और जोरो एनेरू पर हमला कर देता है अपनी तलवारों से। भागते हुए एनेरू की तरफ आगे बढ़ता है अपनी तलवारों से इसे काटने के लिए, पर उसके शरीर को काटने के बजाय पीछे मौजूद शेंडोरा की दीवारों को ही काट देता है, जो कि इसका शरीर नहीं कट सकता। और एनेरू अपनी बिजली से जोरो को एक झटका दे देता है और उसके बाद जोरो पर अपना पैर रख देता है। तुम मामूली इंसान ये कैसे समझ लेते हो कि तुम भगवान से बढ़कर हो? हाँ, चलो
अब मुझसे जल्दी से दया की भीख मांगो। और सभी लोग एकदम शांत हो जाते हैं और तभी शांति के माहौल में वाइपर की बंदूका गिरने की आवाज आती है। वाइपर उछलते हुए तेजी से छलांग लगाकर एनोरू के ऊपर बैठ जाता है और उसके सीने पर हाथ रखकर कहता है, तुमने बहुत कुछ कर दिया है, अब मेरी बारी है। अगर ये एक रिजेक्ट डायल भी है तो मुझे इससे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं बिजली का बना, तुम्हारे ये छोटे मोटे धमाके मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये क्या हुआ? मैं अपनी ताकत इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहा? ये हो क्या रहा है? मेरे हाथ में इस वक्त सी प्रिज्म स्टोन है। ये तो वही स्टोन होता है, इसे जब भी किसी डेविल फ्रूट यूजर के पास लेकर जाया जाता है तो उसकी ताकतें काम करना बंद कर देती हैं। और ये वही स्टोन है जिसे हम पिछले पार्ट्स में देख चुके हैं, एलाबास्ता आर्क के अंदर, जब क्रोकोडाइल इन सभी को जेल के अंदर बंद कर देता है और लूफी अपनी ताकतों को इस्तेमाल नहीं कर पाता और वाइपर एनोरू के ऊपर बैठा हुआ है और सी प्रिज्म स्टोन का एडवांटेज लेकर एनोरू के ऊपर अपना रिजेक्ट डायल यूज कर देता है और इसी तरह से वाइपर एनोरू को मार देता है। अब इसके बाद हम वाइपर के बचपन का एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर वो शांडियन कबीले के चीफ से अपने दोस्तों के साथ कामाकिरी, ब्राह्म और राकी इन सभी के साथ मिलकर कहानियां सुन रहा है। हम वही हैं जो कि इतिहास बनते हैं और इस बात को अपने दिमाग और दिलों के अंदर डाल लो। यही लिखा था उस पोनीग्लिफ पे जो कि आज से 800 साल पहले लड़ाई की वजह बना था। सभी शांडियंस ने उसे बचाने के चक्कर में लड़ाई कर दी। ये पोनीग्लिफ क्या होता है? पोनीग्लिफ, अच्छा ये सब छोड़िए, क्या हम उस 800 साल पुरानी फाइट में जीत गए थे? हाँ क्यों नहीं, शांडियंस उस लड़ाई में जीत गए थे। पर इसका कोई फायदा नहीं क्योंकि आज से 800 साल पहले हम उस पोनीग्लिफ को बचाने के लिए उस लड़ाई में जीते थे, लेकिन 400 साल बाद हमारा ये आइलैंड ऊपर उड़कर आसमान में आ गया और हमसे हमारा आइलैंड ही छीन लिया गया। इसका मतलब है कि स्काई पे आके उन लोगों के पास हमारी वो जमीन है और उन्हीं के पास वो पोनीग्लिफ भी है ना चीफ? हाँ तुमने सही कहा, हमारी जमीन को छीन लिया गया। लेकिन बच्चों, इस आग को तुम बुझने मत देना, एक ना एक दिन वो जमीन हमारी होकर ही रहेगी। वाइपर के रिजेक्ट अटैक की वजह से एनोरू का दिल धड़कना बंद हो जाता है और एनोरू की मौत हो जाती है और तभी नामी भागकर रॉबिन के पास जाती है। रॉबिन, ये तुम्हें क्या हो गया? और तभी स्काईनेट के पास भी जाती है और देखते हैं कि स्काईनेट भी घायल पड़ा है और वाइपर के हाथ में बहुत तेज दर्द हो रहा है क्योंकि कामाकिरी ने इसे कहा था कि अगर ये एक से ज्यादा बार रिजेक्ट डायल का यूज करेगा तो उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ऐसा होता तो नहीं है लेकिन इसके हाथ में बहुत ज्यादा तेज दर्द होता है। लेकिन तभी कहीं से बिजली के धमाकों की आवाज सुनाई देती है। वाइपर देखता है कि एनोरू की बिजली उसे वापस से जिंदा कर रही है, उसके बंद हुए दिल को वापस से धड़काकर। नामी ये देख कर हैरान रह जाती है, ये नहीं हो सकता, वो वापस जिंदा हो गया। और एनोरू देखते ही देखते वापस से खड़ा हो जाता है और वाइपर हार कर घुटनों के ऊपर बैठ जाता है। एनोरू अपने मुंह पर लगे हुए खून को पोंछते हुए कहता है, काफी अच्छे करतब दिखा लेते हो वाइपर। सी प्रिज्म स्टोन, हाँ उससे मुझे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, मैं जिंदा तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। अरे ये तुम्हें क्या हो गया? तुम अपने घुटनों के ऊपर क्यों बैठे हो? तुम तो शिंडोरा के सबसे बहादुर सोल्जर हो ना, एक बहादुर सोल्जर को ये क्या हो गया? एनोरू वाइपर का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाता है। अपना मुंह बंद रखो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अच्छा तो फिर ये लो। और वाइपर पर हमला करके इसे दूर फेंक देता है। वाइपर लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। ये देखकर एनोरू अपने बगल में लगे हुए उस ड्रम को बचाता है और उसके अंदर से 30 मिलियन वोल्ट से बना हुआ एक पक्षी निकलता है जो कि वाइपर के अंदर जाकर समा जाता है और वाइपर को बहुत तेज करंट लगता है और वहीं पर चिल्लाकर गिर जाता है। और इसी बीच मौके का फायदा उठाकर जोरो उस स्टोन और अपनी तलवारों को लेकर भागने लगता है एनोरू की तरफ। या तो आज मैं मर जाऊंगा या इसे मार दूंगा। लेकिन तभी एनोरू को पता चल जाता है और वापस से अपने ड्रम को बचाता है और इस बार उसके अंदर से 30 मिलियन वोल्ट की एक कैट निकलती है और जोरो का भी यही हाल होता है जो कि वाइपर का हुआ। नामी देखती है कि चॉपर, वाइपर, जोरो ये सब के सब लोग घायल पड़े हैं और अब सिर्फ नामी ही अकेली जिंदा बची है और एनोरू इसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आती है, हम वही हैं जो कि इतिहास बनते हैं, इस बात को अपने दिमागों और दिलों के अंदर डाल लो। और वाइपर बहुत बुरी हालत में खड़ा है। अब तुम्हें इतना ही शौक है मरने का तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। एल्थोर! और वाइपर के ऊपर एल्थोर अटैक यूज कर देता है जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है और वाइपर को खत्म करने के बाद एनोरू नामी की तरफ आगे बढ़ने लगता है उसे खत्म करने के लिए। रुक जा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। क्या? हाँ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी उसी दुनिया में जहाँ पर आप मुझे लेकर जाना चाहते हैं। वो क्या था उसका नाम? फेरीवर्थ। हाँ वही, मैं वहाँ पर चलना चाहती हूँ। और इस तरफ वाइपर बहुत ज्यादा जख्मी है। नामी अपने वीवर को उठाती है और एनोरू के पीछे पीछे चलने लगती है और एनोरू भी नामी को अपने साथ लेकर जाने के लिए तैयार हो जाता है। जहाँ पर हम जा रहे हैं वहाँ पर उस वीवर की जरूरत नहीं है, वैसे अगर तुम इसे लेकर आई हो तो ले चलो इसे। और नामी अपनी जान बचाने के लिए एनोरू के साथ चलने लगती है, सब लोगों को यहीं पर घायल छोड़कर। और एनोरू इसे जंगल के रास्ते से कहीं पर ले जाने लगता है। इसके बाद एनोरू जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़े गेट पर नामी को लेकर जाता है। अंदर आकर नामी देखती है कि ये किसी गुफा की तरह है और वहीं पर एनोरू समय समय पर नामी को बताता रहता है कि अब इसे डरने की जरूरत नहीं है, उसने एनोरू के सपने को चूज किया है, इसलिए एनोरू इसके साथ अब कुछ नहीं करेगा। और जब नामी को अंदर लेकर आता है तो नामी सामने रखे जहाज को देखकर हैरान रह जाती है। तुम्हारा यूँ हैरान होना जायज है क्योंकि ये कोई मामूली जहाज नहीं है, ये एक बिजली से चलने वाला जहाज है। इसे मैं अपनी बिजली से चला सकता हूँ और ये हवा में भी उड़ता है। एक सेकंड, अगर ये हवा में उड़ता है तो मैं इसे बाहर नहीं भाग पाऊंगी। मैंने इस जहाज को बनाने में एक ऐसे मटेरियल का यूज किया है जो कि मेरी बिजली को कंडक्ट कर सकता है। ये जहाज मेरी ही बिजली से चलने वाला है। और नामी समझ जाती है कि वो मटेरियल सोना है। क्या तुमने शिंडोरा का सारा सोना इस जहाज को बनाने में लगा दिया? हाँ, शिंडोरा का वो सारा का सारा सोना इस जहाज के ऊपर मौजूद है। वैसे भी ये जहाज मुझे मेरे
सपनों तक लेकर जाने वाला है और इसका नाम है आर्क मैक्सिम, जो कि मुझे फेरी वर्थ तक लेकर जाएगा। इस तरफ हम उसी सांप को देखते हैं जिसे एनेरू ने बुरी तरह से घायल कर दिया था, लेकिन अभी उसकी आंख के अंदर आइसिया और लूफी हैं, जो कि बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इत्तेफाक से ये सांप छींक देता है और लूफी और आइसिया नीचे गिरने लगते हैं और पियरे आइसिया को नीचे गिरने से बचा लेता है। और जब लूफी नीचे गिरता है तो देखता है कि वो बाहर आ चुका है और लूफी शेंडोरा की सबसे ऊंची सीढ़ियों के ऊपर चढ़ जाता है और सबसे ऊंची मीनार पर जाकर खड़ा हो जाता है। लूफी मेरे लिए रुको। और जब आइसिया ऊपर पहुंच जाती है तो देखती है कि ये तो इनका शेंडोरा है। देखो मैं वापस आ गया। लेकिन लूफी को सुनने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं बचा है, क्योंकि लूफी जिस नजारे को अपनी आंखों से देखता है उसे देखकर लूफी जल्दी से नीचे आ जाता है। लूफी कहाँ जा रहे हो? लूफी भागकर जोरो के पास जाता है और जोरो को उठाने की कोशिश करता है। जोरो ये तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी ये हालत किसने कर दी? आइसिया भी भागते हुए आती है और जमीन के अंदर वाइपर को देखती है जो कि घायल पड़ा है। आइसिया इसे देखकर रोने लगती है और उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं। और पियरे अपने मालिक गैनफॉल को घायल पड़ा हुआ देखता है, जिसे देखकर पियरे भी रोने लगता है। लूफी आइसिया का हाथ पकड़ के उसे बाहर निकालता है। रोने की जरूरत नहीं है आइसिया। और तभी देखता है कि रॉबिन भी यहाँ पर पड़ी है। रॉबिन के पास जाकर उसे उठाने की कोशिश करता है। अरे रॉबिन यार तुम भी। और इन सभी में से सिर्फ रॉबिन ही रिस्पॉन्ड करती है। धीरे से अपनी आंखों को खोलती है और कहती है वो नामी को ले गया लूफी। और रॉबिन धीरे धीरे लूफी को सारी बातें बताने लगती है कि कैसे एनेरू स्काइपिया को खत्म करने वाला है, उसे नीचे गिराकर। ये सुनकर आइसिया चिल्लाती है, क्या वो सच में स्काइपिया को खत्म करने वाला है? लूफी अगर कोई है जो कि सबकी जान बचा सकता है तो वो सिर्फ तुम हो लूफी। प्लीज सभी को बचा लो। आसपास थोड़ी ही दूर यहाँ पर कुछ लोग हैं, कुछ नहीं 2 ही लोग हैं और उनमें से एक नामी है। आइसिया मुझे उस तक लेकर चलो। अब इसके बाद हम लवली स्ट्रीट को देखते हैं, जहाँ पर ये सभी के सभी पुलिस ऑफिसर्स स्काइपिया के लोगों को बताते हैं कि पुराने भगवान गैनफॉल कॉनिस और पगाया को लेकर भाग चुके हैं और जहाँ पर भी वो दोनों क्रिमिनल्स दिखाई दें तुरंत उनकी रिपोर्ट करें और उन सभी लोगों से सावधान रहें। भगवान की नजर उन दोनों क्रिमिनल्स पर हमेशा रहेगी। हाँ उन दोनों को तो पकड़ना ही चाहिए। लेकिन तभी एक पुलिस ऑफिसर आता है और अपने लीडर को बताता है, सर जी लगता है कॉनिस यहाँ पर पहुँचने वाली है। वो हमारे पुलिस ऑफिसर्स को बंदरगाह पर आती हुई दिखाई दे रही है। ये सुनकर इन सभी पुलिस ऑफिसर्स का लीडर डर जाता है। क्या वो यहाँ पर आ रही है? उसे यहाँ पर आने से रोको, मैं जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँचता हूँ। और यहाँ एंजल बीच पर सभी पुलिस ऑफिसर्स ऑलरेडी तैयार हैं और कॉनिस के ऊपर तीरों से निशाना लगा रहे हैं। लेकिन कॉनिस इनके तीरों को डॉज करती हुई तेजी से आगे बढ़ रही है और कॉनिस हद से ज्यादा गुस्से में होती है। ये पुलिस ऑफिसर्स चाकू निकाल लेते हैं। आने दो इसे, मैं देखता हूँ। मेरे रास्ते से हट जाओ। और अपने वीवर की रफ्तार को बढ़ा देती है। क्या ये लड़की पागल हो गई है? ये हम सबको मारना चाहती है। यहाँ से भागो। और सभी पुलिस ऑफिसर्स यहाँ से भागने लगते हैं और पुलिस वालों का लीडर भी यहाँ पर पहुँच जाता है। अरे यार साइड हट जाओ, मुझे देखने दो वो लड़की कहाँ पर गई है। लेकिन तभी कॉनिस इसके सामने आ जाती है और आते ही अपने वीवर को उछाल देती है और पुलिस लीडर इस वीवर का शिकार हो जाता है और इसे टकराकर दूर जाकर गिरता है और कॉनिस को रियलाइज हो जाता है कि इसका एक्सीडेंट हो चुका है। मुझे माफ करना, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। और वीवर से कूद जाती है, लेकिन उस वीवर से कूदने के बावजूद भी ये वीवर तेजी से आगे जाकर उस पुलिस ऑफिसर से फिर से टकरा जाता है और उसे दीवार में घुसा देता है और कॉनिस को बंदूक के साथ देकर बंदरगाह पर मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। ये तो वही है। अरे ये तो वही क्रिमिनल है। और बिल्कुल इसी समय पर एनेरू यहाँ पर हंसने लगता है। तुम्हारी वो दोस्त जो कि स्काइपिया पर रहती है, दरअसल वो अभी लवली स्ट्रीट पर पहुंच चुकी है सभी लोगों को मेरी असलियत बताने के लिए। देखते हैं कौन इसकी बातों का यकीन करेगा। अगर ये कॉनिस की बात कर रहा है तो उसे तो हमारे शिप पर होना चाहिए ना। वो वहाँ पर कैसे पहुँच गई? एनेरू जी, वैसे जिस पावर को आप मंत्रा कहते हो वो काम कैसे करती है? क्या आप किसी भी इंसान को पहचान सकते हो इतने दूर बैठे हुए भी? मंत्र पावर, हाँ। दरअसल ये इतनी ज्यादा ताकतवर नहीं है कि किसी इंसान को पहचान सके, इसलिए मैं अपनी बिजली की ताकत का इस्तेमाल करता हूँ रेडियो वेव्स के जरिए लोगों की बातें सुनने के लिए। और जब मुझे लगता है कि वो लोग मेरे खिलाफ बातें कर रहे हैं, मैं तुरंत उन्हें मार देता हूँ। लेकिन तभी एनेरू को मंत्र का यूज करके अपनी तरफ आते हुए कुछ लोग महसूस होते हैं। ये मेरा वहम नहीं है, ये सच है। यहाँ पर कॉनिस बंदरगाह पर मौजूद सभी लोगों को कुछ बताने की कोशिश कर रही है। अरे ये तो वही लड़की है ना। ये तो वही लड़की है ना। ये तो पगाया की लड़की है ना। क्रिमिनल चले जाओ यहाँ से। जाओ यहाँ से। ये तो वही लड़की है ना। इनमें से कोई भी कॉनिस को भूलने का मौका तक नहीं देता है। लेकिन तभी एक पुलिस वाला कॉनिस पर हमला कर देता है। अब तुम नहीं बचने वाली। लेकिन तभी कॉनिस अपनी बजूका को निकालती है। और गाइस ये कॉनिस की मूछें क्यों रखी है भाई? कितनी अजीब लग रही है। क्या लिप स्पेस के? कॉनिस उस बजूका को रीलोड करके उस पुलिस वाले के ऊपर तान देती है। मुझसे दूर रहो समझे, और उस चाकू को भी दूर रखो। उसके पास बजूका है तो तुम्हें इसका चाकू नहीं दिख रहा? हाँ मेरी बजूका दिख रही है। बस मैं आप सभी को बस इतना बताने आई हूँ कि हमें इस जगह को अभी इसी वक्त छोड़ना होगा। एनेरू पूरे के पूरे स्काइपिया को खत्म करने वाला है। ये सुनकर सभी पुलिस ऑफिसर्स कहते हैं, ये लड़की क्या बकवास कर रही है? वो हमारी भगवान है समझी तुम। अरे वो हमारी जगह को तबाह क्यों करेगा? पागल पागल हो गई है क्या ये लड़की? हाँ इसे भगाओ यहाँ से। चली जा ए लड़की, चली जा। पगाया की लड़की पागल हो गई है, भाग जा। तुमने हमारे भगवान का मजाक कैसे उड़ाया? हाँ। और एक बच्चा के मुंह के ऊपर टमाटर फेंक देता है। कॉनिस खुद को शांत करती है और अपनी बजूका को नीचे गिरा देती है। एक सेकंड, उसने अपने हथियार को नीचे फेंक दिया। कॉनिस एक गहरी सांस लेती है और चिल्लाती है, मैं एनेरू को भगवान नहीं मानती। अरे ये इसने क्या कह दिया? अब ये गई। ये सुनकर सभी लोग अचानक से डर जाते हैं। अरे यार ये लड़की पागल हो गई है। अरे बेटो इसे ये नहीं कहना चाहिए था, अब ये मर जाएगी। और ये सभी लोग कॉनिस से बहुत ज्यादा दूर चले जाते हैं और इंतजार करते हैं कि कब कॉनिस के ऊपर भगवान की बिजली गिरेगी और इसकी मौत हो जाएगी। लेकिन बहुत देर हो जाती है और कुछ भी नहीं होता है। कोई फायदा नहीं है दूर जाकर। वो हम सभी को एक साथ मारने वाला है स्काइपिया को खत्म करके। जब हम सभी
सभी को एक साथ ही मारना है तो मुझे अकेले को पहले मारकर क्या करेगा वो। एनरू की ये असलियत उसी की टीम के एक मेंबर ने मुझे बताई है और मेरे पापा पकाया मेरी जान बचाते हुए मारे गए, इसलिए मैं आप सभी की जान बचाने यहाँ पर आई हूँ। हमें हमारी जान बचाने के लिए जल्द से जल्द क्लाउड एंड तक पहुँचना होगा और जब हम क्लाउड एंड तक पहुँच जाएंगे तो वहाँ से हम एक बोट को लेंगे और बोट लेने के बाद हम नीले समुद्र में चले जाएंगे। पर हम नीले समुद्र में रहेंगे कैसे? हमने तो वो देखा तक नहीं है। हम तो यहाँ ऊपर रहने के लिए बने हैं। नीले समुद्र में रहना मरने से बेहतर है। और कॉनिस के इतना समझाने के बाद कुछ लोग इसकी बातों पर यकीन करने लगते हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग बोलते हैं कि शायद भगवान अपना मन बदल ले और उन्हें माफ कर दे, या क्या पता आखिरी में कोई चमत्कार हो और इन सभी की जान बच जाए। ये सुनकर कॉनिस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, अपनी बंदूक उठाती है और आसमान में चला देती है। तुम लोग अभी भी चमत्कार का इंतजार कर रहे हो, सपने मत देखो, कोई चमत्कार नहीं होने वाला। एनरू के पास बहुत ज्यादा ताकत है और उसका निशाना ये पूरा का पूरा स्काइपिया है। वो तुम सभी को खत्म करने में देर नहीं लगाएगा। हम बहुत सालों से देखते आए हैं, वो लोगों को मारने में जरा सा भी संकोच नहीं करता है। अगर तुम्हें अपनी परवाह नहीं है, कम से कम अपने बच्चों के बारे में सोचो, वो सभी लोग मारे जाएंगे। और हाँ, वो कोई भगवान नहीं है। ये सुनकर सभी लोग डर जाते हैं और कॉनिस की सारी बातें भी मान लेते हैं। यहाँ से भागो, ये लड़की सच कह रही है, हम सबकी जान खतरे में है। ये सभी लोग अपने घर की तरफ चले जाते हैं सामान पैक करने के लिए। तब जाके कॉनिस को शांति मिलती है। आखिरकार ये लोग समझ ही गए। लेकिन तभी कुछ लोग कॉनिस के पास आते हैं जो कि किसी न किसी तरीके से डिवाइन टीम से जुड़े हुए हैं। किसी का बेटा डिवाइन टीम में है और किसी का पति, किसी का भाई। मेरे बेटे का क्या होगा? वो उसी के लिए काम करते हैं। वो क्लाउड एंड तक कैसे पहुंचेंगे बेटी? और कॉनिस इसका कोई भी जवाब नहीं देती है, क्योंकि कॉनिस जानती है कि वो सभी लोग मर चुके हैं एनरू के हाथों से, क्योंकि उनसे काम पूरा हो चुका था। और कॉनिस इन्हें कोई भी जवाब नहीं देती है। मेरे बेटे का क्या होगा? बताओ मुझे, चुप क्यों हो? लेकिन तभी पुलिस वालों का लीडर कॉनिस के सामने आ जाता है और उसे बचाता है और कहता है, आप लोग चिंता मत कीजिए, ये जिम्मेदारी हम पुलिस वालों की है और मैं व्हाइट ब्रेड्स का लीडर वादा करता हूँ हम उनसे जल्द से जल्द कांटेक्ट करेंगे और कांटेक्ट करने के बाद उन्हें भी क्लाउड एंड तक बुला लेंगे। अब सभी लोग जाओ और अपना सामान पैक करो, बेफिक्र रहिए। तुम्हारा शुक्रिया। मैं जानता था एनरू ऐसा ही आदमी है, लेकिन मैं 6 सालों तक चुप रहा। मैं कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं स्काइपिया का हाल भी बिरका स्काई आइलैंड जैसा नहीं देखना चाहता था। बिरका स्काई आइलैंड, ये तो वही आइलैंड है ना? हाँ, 6 साल पहले वो आइलैंड तबाह हो गया था। असल में ये कमीना एनरू उसी आइलैंड से आया है। इस कमीने ने खुद के ही आइलैंड को तबाह कर दिया और यहाँ पर आ गया स्काइपिया के ऊपर। मैंने भी इसे कुछ नहीं कहा, बस इसके ऑर्डर्स को मानता रहा। इसे भगवान भी बुलाया, लेकिन ये सब मैंने स्काइपिया को बचाने के लिए किया। लेकिन आज इसने अपनी औकात दिखा दी है। मैं इसे स्काइपिया को खत्म करने नहीं दूंगा। वो अपने आप को समझता क्या है? आपको तो ये सब कुछ पता था, लेकिन आप 6 सालों तक ये सब कुछ सहते रहे स्काइपिया को बचाने के लिए। हाँ, आप एक सच्चे हीरो हो सर। ठीक है, मुझे जाना होगा अपर यार्ड में। दरअसल मैं अपने दोस्तों को एक शिप के ऊपर घायल छोड़कर आ रखी हूँ। यहाँ पर लूफी तेजी से भागता हुआ जा रहा है, आइसिया और पियरे को साथ में लेकर एनरू को मारने के लिए। एनरू, ये तुमने अच्छा नहीं किया। लूफी भैया आगे से राइट लीजिए। सामने वो बड़ा सा गेट है क्या? वहीं पर? हाँ वहीं पर, वहाँ पर 2 लोग हैं। ठीक है, मैं तैयार हूँ। ये हो क्या रहा है? कुछ लोग बच गए? मैंने वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को खत्म कर दिया था। एक सेकंड, क्या कुछ लोग बच गए? और एनरू को याद आता है कि वहाँ पर एक सांप भी था जिसके अंदर लूफी, आइसिया और पियरे थे, क्योंकि इसे बार बार अपने मंत्र से पता चल रहा है कि कुछ लोग इसके पास आ रहे हैं। और तभी लूफी इसके सामने पहुँच जाता है। एनरू, बाहर निकल। वो आ गया लूफी। और लूफी आर्क मैक्सिम के बिल्कुल नीचे है और एनरू और नामी आर्क मैक्सिम के ऊपर हैं। और लूफी एनरू की तरफ देखकर कहता है, तो तुम ही हो वो जिसे लोग एनरू कहते हैं। एनरू लूफी को गुस्से में देखने लगता है। तुमने मेरे दोस्तों के साथ क्या किया? आइसिया और पियरे भी लूफी को छुपकर देख रहे हैं। क्या लूफी सचमुच इसके साथ फाइट करने वाला है? और नामी ऊपर से लूफी को संभाल के रहने के लिए कहती है और एनरू गुस्से से नामी को दिखता है और नामी डर के मारे चुप हो जाती है। एनरू देखता है कि लूफी इसकी तरफ ऊपर की तरफ आ रहा है अपने हाथों को बड़ा करके। अच्छा, तो ये कोई आम इंसान नहीं है। हाँ, लगता है कोई पैरामीशिया टाइप का डेविल फ्रूट यूजर है। और लूफी ऊपर एनरू के पास पहुंच जाता है। तो चलो फिर इसे शुरू किया जाए। और लूफी आर्क मैक्सिम के ऊपर एक छलांग लगाता है, लेकिन उससे पहले ही एनरू अपनी बिजली से लूफी पर हमला कर देता है। नहीं। एनरू अपने हाथ को आगे कर कहता है, तो ये खेल यहीं पर खत्म होता है। लेकिन एनरू देखता है कि लूफी को कुछ भी नहीं हुआ है और सही सलामत उसके सामने खड़ा हुआ है। तो तुमने उसे डॉज कर लिया? हाँ, नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने अपनी आंखों से देखा, लूफी ने उसे डॉज नहीं किया। एनरू अपने साइड में लगे हुए एक ड्रम को बचाता है और एक बिजली का ड्रैगन भेजता है लूफी की तरफ। और वो ड्रैगन वाइपर और जोरो की तरह लूफी के अंदर समा जाता है, लेकिन लूफी को इससे भी कुछ भी नहीं होता है। और तभी एनरू अपनी जगह से टेलीपोर्ट हो जाता है और लूफी के पास जाकर उसके सर पर हाथ रखकर कहता है, 1 मिलियन वोल्ट की बिजली, अब इससे बचकर दिखाओ। एनरू का ये मंत्र बहुत ज्यादा तेज होता है। बस बहुत हो चुका। और हम देखते हैं कि लूफी इस बार भी एनरू के इस खतरनाक अटैक से बच जाता है। भाई ये चल क्या रहा है? इसे कुछ हो के नहीं रहा। ये देखकर आइसिया, पियरे और एनरू चिल्लाना शुरू कर देते हैं और एनरू खुद हैरान हो जाता है। इसके नाक से ये नालियां बहने लगती हैं और इसकी आंखें बाहर आ जाती हैं। लूफी भागते हुए आता है और कहता है, अब मेरी बारी। अरे यार नहीं, इसका कोई फायदा नहीं। इसका अटैक मेरे ऊपर असर नहीं करेगा। लेकिन तभी लूफी एनरू को एक जोरदार लात मार देता है। मेरा अंदाजा सही था। अगर एनरू बिजली है तो लूफी रबड़ है और बिजली का रबड़ के ऊपर कोई असर नहीं होता है, जिसका मतलब है कि लूफी एनरू को मारने के लिए ही बना है। क्या लूफी ही एनरू को मार सकता है? और यहाँ पर हम देखते हैं कि लूफी ने एनरू को मारकर जमीन के ऊपर फेंक दिया है। ये देखकर आइसिया और पियरे दोनों हैरान रह जाते हैं, लेकिन नामी समझ
जाती है कि कैसे हुआ। एनरू अपना सर ऊपर उठाता है, ये तुमने कैसे किया? उठता है और लूफी से बहुत दूर चला जाता है। आखिर तुम हो क्या? हाँ, मैं एक पायरेट हूँ और मेरा शरीर रबर का बना है। रबर? अब ये क्या चीज है? एनरू को रबर के बारे में नहीं पता है क्योंकि स्काइपिया के अंदर रबर नाम की कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। लूफी एनरू की तरफ गुस्से से आगे बढ़ता है। तुम्हारा कोई भी अटैक मेरे ऊपर असर नहीं करने वाला, समझ गए? अब ये लो। एनरू अपनी आंख को बंद करता है मंत्र। और ये बोलने के बाद एनरू लूफी के पंच को डॉज कर लेता है। लूफी अपने पंच के फेल हो जाने के बाद आसमान में उड़ता हो जाता है और आसमान से ही एनरू को एक किक मार देता है। लेकिन लूफी का यह हमला बेकार हो जाता है। लूफी की किक का एनरू पर कोई भी असर नहीं होता है क्योंकि उस किक के पड़ने से पहले ही एनरू टेलीपोर्ट हो जाता है। लूफी नीचे आता है और देखता है ये क्या हुआ, मेरी किक उसके आर पर कैसे हो गई, और वापस अपनी किक मारता है एनरू को। लेकिन फिर से किक पड़ने से पहले ही एनरू टेलीपोर्ट हो जाता है और लूफी के अटैक को डॉज कर लेता है। और लूफी बार बार ऐसा करता रहता है। लूफी तो एक रबर का बना है, तो उसका शरीर एनरू की बिजली के आर पर कैसे हो रहा है? ये एनरू को मार क्यों नहीं पा रहा? क्या इसका मतलब ये है कि एनरू अपने मंत्र का यूज करके पहले ही प्रेडिक्ट कर रहा है कि लूफी क्या हमला करने वाला है, और जब ऐसा लूफी करता है तो एनरू टेलीपोर्ट हो जाता है। और अब लूफी के हमले एनरू डॉज कर पाता है क्योंकि एनरू को लूफी के हमलों का पहले ही पता चल चुका है। और एनरू अपने डंडे का यूज करके लूफी पर हमले करने लगता है और इसके मेन पॉइंट पर एक डंडा मार देता है। लूफी की गर्दन को पकड़ता है और उसे ऊपर उठाता है। वैसे क्या तुम जानते हो बिजली बहुत कुछ कर सकती है? अगर बिजली के हमले तुम पर असर नहीं करते तो क्यों ना इसका तरीका बदल दिया जाए? लूफी एनरू के डंडे को पकड़कर कहता है फिजिकल अटैक मेरे ऊपर काम नहीं करने वाले, अब ये लो। एनरू की लात मारता है लेकिन एनरू टेलीपोर्ट हो जाता है और दूर पहुंच जाता है। लूफी कहता है क्या वो मेरा दिमाग पढ़ सकता है? उसे पहले से कैसे पता चल जाता है कि मैं क्या करने वाला हूँ? एनरू अपने हाथ में डंडे को पकड़कर कहता है तुम्हारे जैसे डेविल फ्रूट के यूजर्स अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ही रहते हैं। और अपने डंडे में अपनी बिजली को डालने लगता है। और लूफी और नामी ये सब कुछ बहुत हैरानी से देख रहे होते हैं। और एनरू का डंडा एक त्रिशूल में बदल जाता है जिसके आगे ब्लेड्स लगे होते हैं और एनरू उसका यूज करके लूफी पर हमला कर देता है जिसकी वजह से लूफी को बहुत ज्यादा चोट पहुंचती है। लेकिन लूफी अपने बचाव में ऊपर की तरफ कूद जाता है। तो तुम्हारे ऊपर ब्लेड काम करते हैं? हाँ, मुझे ब्लेड से नुकसान पहुंच सकता है। अब यार लूफी ढक्कन है, अपनी कमजोरी दुश्मन को क्यों बता रहा है? पागल वागल है क्या? तुम चिंता मत करो नामी, मैं अभी से देखता हूँ। लेकिन तभी एनरू यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है और लूफी हवा में ही अपने पीछे देखता है तो पता लगता है कि एनरू उस बड़े से आर्क मैक्सिम के गोले में से बाहर निकल रहा है। ये देखकर नामी चौंक जाती है। एक सेकंड, क्या एनरू गोल्ड के जरिए ट्रैवल कर रहा है और ये अपनी बिजली वाली फॉर्म में है? एनरू उस गोल्ड के अंदर से बाहर निकलता है और लूफी पर अपने त्रिशूल से हमला कर देता है। लेकिन लूफी उसके ट्राइडेंट को पकड़कर बच जाता है। हाँ, ये हो सकता है क्योंकि गोल्ड इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छा कंडक्टर होता है। हाँ भी साइंस वालों, नीचे अटेंडेंस तो दे दो भाई। और तभी लूफी ने जो ट्राइडेंट पकड़ा है अचानक से उसके अंदर से धुआं निकलना शुरू हो जाता है और नामी देखती है कि गोल्ड पिघल कर नीचे गिर रहा है। और ऊपर लूफी चिल्लाता है और कहता है अरे यार गरम है, गरम है, गरम है, गरम है। और एनरू अपनी इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके उस गोल्ड के डंडे को गर्म कर रहा है। कैसी लगी? लूफी अपने एक पैर को हवा में ऊपर स्ट्रेच कर देता है और अपना बैटल एक्स अटैक करता है एनरू के ऊपर जिसकी वजह से एनरू नीचे जमीन में जाकर धंस जाता है। और लूफी हवा में ही एनरू के ऊपर चिल्लाता है अब ये लो, और हवा में ही गैटलिंग अटैक करता है एनरू के ऊपर। लेकिन एनरू अपने मंत्र का यूज करके लूफी के इस हमले को भी रोक देता है और लूफी के पंचेस को पकड़ लेता है और लूफी को पकड़कर नीचे जमीन में धंसाता है। चलो अब स्काइपिया को खत्म किया जाए। अब इसे नीले समुद्र में गिराने का वक्त आ चुका है। और एनरू ऊपर की तरफ देखता है और तभी एनरू आर्क मैक्सिम के बने हुए उस सिंहासन पर जाकर खड़ा हो जाता है और नामी समझ जाती है अरे यार, ये सच में करने वाला है। मतलब कि करने वाला है, इस आइलैंड को तबाह करने वाला है। और एनरू अपने दोनों हाथों को सोने से बनी हुई 2 बॉल्स के ऊपर रखता है और अपनी सारी बिजली आर्क मैक्सिम के अंदर ट्रांसफर कर देता है। 2 करोड़ वोल्ट की बिजली। और इसकी बिजली शिप के कोने कोने तक पहुंचने लगती है और आर्क मैक्सिम स्टार्ट हो जाता है। इंजन आवाज करने लगता है और प्रोपेलर्स चलना शुरू कर देते हैं। ये देखकर आइसिया बुरी तरह से डर जाती है। लूफी भैया, आप कहाँ पर हो? उसने जहाज को चालू कर दिया है। एनरू जोर जोर से हंसने लगता है। ये जहाज तो उड़ने लगा है। अरे यार, अब क्या करेंगे? लेकिन तभी लूफी खड़ा हो जाता है। लूफी जल्दी कुछ करो यार, ये जहाज उड़ने लगा है। लेकिन एक सेकंड, अगर तुम उसे मार दोगे तो ये जहाज तो नीचे गिर जाएगा, और अगर गिरा तो हम भी मारे जाएंगे और स्काइपिया भी तबाह हो जाएगा। अरे यार, क्या करना चाहिए? शांत रहो नामी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? अपनी हेड को नामी की तरफ फेंक देता है। तुम एक होने वाले पायरेट किंग की दोस्त हो, इतनी घबरा क्यों रही हो? हाँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं हूँ ना। और लूफी खड़ा होकर एनरू के सामने जाता है उसके साथ फाइट करने के लिए। पायरेट किंग? हाँ, ये कहाँ का किंग होता है? पूरे समुद्र का। और हम देखते हैं कि आर्क मैक्सिम शिंडोरा को पार करके ऊपर अपर यार्ड में आ चुकी है और धीरे धीरे और भी ऊपर जा रही है शिप और इसके प्रोपेलर्स तबाही मचा रहे हैं। सभी जानवर और पक्षी बुरी तरह से डरे हुए हैं और आइसिया पीरे के ऊपर बैठकर आर्क मैक्सिम का पीछा कर रही है। और यहाँ पर लवली स्ट्रीट में सभी लोग बुरी तरह से डरे हुए हैं और अपना बैग पैक करके यहाँ से अपनी जान बचाकर भागने में लगे हैं। पुलिस वाला का लीडर सभी से कहता है जल्दी क्लाउड एंड तक पहुँचो। और तभी देखता है कि भीड़ में एक बूढ़ा आदमी बैठकर रो रहा है। उसके पास जाता है और बूढ़ा आदमी कहता है मैं भगवान में बहुत यकीन करता था, लेकिन आज भगवान मुझसे मेरा ही घर छीन रहे हैं। ये सुनकर ये पुलिस वाला भी रोने लगता है। और तब इसके पास कुछ लोग आते हैं जो कि इसे कहते हैं कि ये शांडियंस की बस्ती में जा रहे हैं, उन्हें बताने के लिए कि एनरू क्या करने जा रहा है और स्काइपिया खत्म होने वाला है, उनकी भी जान बचानी होगी, वो लोग भी इंसान है। ठीक है, मैं तुम्हें इसकी इजाजत देता हूँ। यहाँ पर आर्क मैक्सिम के ऊपर एनरू जोर जोर से हंस रहा है। ये शिप चालू हो चुकी है और इसके अंदर एक खास ताकत भी है। चलो उसे शुरू किया जाए। उसका नाम है डेथ पिया। और जब ये फीचर चालू हो जाता है तो शिप की चिमनी में से काले बादल निकलने लगते हैं जो कि आसमान को घेरना शुरू हो चुके हैं। एनरू हंसने लगता है। डेथ पिया एक्टिवेट हो चुका है। और इस तरफ हम रॉबिन को देखते हैं जो कि शिंडोरा के अंदर घायल पड़ी हुई थी लेकिन अब उठ चुकी है। और देखते हैं कि वाइपर, चॉपर, जोरो और स्काईनाइट अभी भी घायल पड़े हैं। और रॉबिन जैसे ही आसमान में देखती है तो उसे काले बादल नजर आते हैं जिसे देखकर बुरी तरह से हैरान रह जाती है। और यहाँ पर शांडियन
शांडियन की बस्ती में भी ठीक ऐसा ही नजारा दिखाई देता है और ये देखकर सभी शांडियंस बुरी तरह से डर जाते हैं, अपनी बस्ती से बाहर आते हैं और देखते हैं कि अपर यार्ड के ऊपर काले बादल मंडरा रहे हैं और यहाँ पर लवली स्ट्रीट के ऊपर सभी लोग क्लाउड एंड पर जाने की तैयारी कर रहे हैं और तभी देखते हैं कि स्काइपिया का अंत आ चुका है। ये कैसे बादल हैं? और यहाँ पर एनरू लूफी से कहता है, ये है थंडर क्लाउड जो कि मेरी शक्तियों को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे। ये काले बादल पूरे स्काइपिया को ढक देंगे जिससे मैं स्काइपिया को तबाह कर दूंगा। क्या तुम इसका नमूना देखना चाहोगे? हाँ? एनरू अपनी एक उंगली को आसमान में ऊपर उठाता है और अपनी बिजली का इस्तेमाल करके लवली स्ट्रीट पर एक थंडर बोल्ट गिरा देता है और उस थंडर बोल्ट की वजह से लवली स्ट्रीट में तबाही मच जाती है और कॉनी से जो कि अभी अभी लवली स्ट्रीट से बाहर निकली है अपर यार्ड जाने के लिए अपने वीवर के ऊपर, वो रास्ते में देखती है कि एनरू ने अपना काम चालू कर दिया है और यहाँ पर लूफी एनरू से कहता है, तुम जो कर रहे हो और सही नहीं है। सबसे पहले मुझे तुम्हें खत्म करना होगा। तुम मेरे रास्ते में बहुत रुकावटें पैदा कर चुके हो। और अपने ट्राइडेंट से लूफी पर हमला करता है लेकिन लूफी उसे डॉज करता है, लेकिन गलती से लूफी का पैर ट्राइडेंट के ऊपर पड़ जाता है और लूफी का पैर जल जाता है। अरे यार कितना गर्म है ये। और एनरू बार बार अपने ट्राइडेंट से लूफी पर हमला करने लगता है और लूफी इस बार भी गलती से इसके ट्राइडेंट को पकड़ लेता है। लूफी का हाथ जल जाता है और लूफी फूंक मारने के लिए नीचे झुक जाता है जिसकी वजह से ये ट्राइडेंट के एक और हमले से बच जाता है। ये देखकर लूफी सोचता है, ये क्या हुआ? क्या इसे पता नहीं था कि मैं झुकने वाला हूँ? पहली बार इसका निशाना चुका है। वैसे मैं नीचे झुकने वाला हूँ फूंक मारने के लिए, ये तो मुझे भी नहीं पता था। और इससे लूफी को एक आइडिया आ जाता है। एनरू के सामने जाकर चिल्लाता है, ये लो मेरा नया अटैक। नया अटैक? लूफी ये जरूर ताकतवर होगा। गाम गाम साले बुड्ढे। ये सुनकर एनरू हैरान हो जाता है। ये क्या मजाक है? बार बार उसके ट्राइडेंट से हमला करता है लूफी पर, लेकिन इस बार लूफी इसके सारे के सारे हमलों को डॉज कर पा रहा है। ये देखकर नामी समझ आती है कि आखिर चल के रहा है। अच्छा तो इसका मतलब ये है कि लूफी को खुद भी नहीं पता है कि वो कौन सी डायरेक्शन में जाने वाला है, वो बस हवा के साथ मूव कर रहा है। जब लूफी को नहीं पता कि वो क्या करने वाला है तो एनरू भी पता नहीं लगा सकता कि वो करने क्या वाला है। अरे यार नामी, मैं गम गम बूढ़े आदमी से बच तो सकता हूँ लेकिन उस पर अटैक नहीं कर सकता यार, मुझे कुछ और करना होगा। गाम गाम गुब्बारा। अरे लूफी पागल हो गया क्या? ये अजीब अजीब आइडियाज कहाँ से आ रहे तेरे को? और मुंह क्यों फुला रखा है मेरी बंदी की तरह तूने? लगता है तुम मेरे मंत्र पावर से बचने की कोशिश कर रहे हो। इसे भूल जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। एनरू फिर से लूफी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन लूफी अपने हाथों किसी ऑक्टोपस की तरह बना लेता है और लूफी आर्क मैक्सिम की एक सोने से बनी दीवार के पास से चला जाता है और उस दीवार को मारने वाला होता है। क्या तुम एक दीवार को मार रहे हो? ये क्या कर रहे हो लूफी? एनरू तुम्हारे पीछे है, बचो उससे, जल्दी से पलट के देखो। लेकिन लूफी नामी की बात नहीं सुनता और उस दीवार के ऊपर पंचेस मारने लगता है। गाम गाम पटाखे। और दीवार से रिबाउंड होके यानी कि मुड़कर लूफी के सभी पंचेस आर्क मैक्सिम के अंदर फैल जाते हैं। एनरू भाग के लूफी के पास आने लगता है। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे इससे मार सकते हो? हाँ, मैं तुम्हारे हर एक अटैक से बच जाऊंगा। लेकिन तभी देखता है कि इसके चेहरे पर से खून निकल रहा है और हम देखते हैं कि लूफी के पंचेस एक्चुअल में एनरू को हिट कर रहे हैं और लूफी ये देखकर बिल्कुल नहीं रुकता और भी ज्यादा तेजी से हमले करने लगता है और ढेर सारे पंचेस पड़ने की वजह से एनरू शिप के ऊपर दूर जाकर गिरता है। ये देखकर नामी समझ जाती है कि अभी आखिर क्या हुआ। लूफी ने रैंडमली पंचेस मारे जिसकी वजह से लूफी को खुद भी नहीं पता था कि कौन सा पंच कहाँ पे जाकर लगने वाला है, इसलिए एनरू अपने मंत्र से पता नहीं लगा पाया कि लूफी कहाँ पर पंच मारने वाला है। एनरू खड़ा होता है और कहता है, रुक जा। लेकिन तभी लूफी अपना हाथ स्ट्रेच करता है और एनरू के पेट के ऊपर अपना बंदूक अटैक कर देता है जिसकी वजह से एनरू बुरी तरह से घायल होकर नीचे जमीन पर गिर जाता है। रुक जाओ, मुझे यहाँ से भागना होगा। लेकिन तभी देखता है कि लूफी भागते हुए उसकी तरफ ही आ रहा है। गाम गाम राइफल। नहीं, मैं मर नहीं सकता। नहीं। एनरू का जहाज आसमान में है और आइसिया आर्क मैक्सिम का पीछा कर रही है पेरे के ऊपर बैठकर और बोलते हैं कि हम लोग अब क्या करेंगे, ये तो और भी ऊपर जाने लगा है भाई। और वहीं आर्क मैक्सिम के ऊपर नामी कहती है, लूफी ये तुम्हारे अटैक से हार तो गया पर अब हम क्या करेंगे? आर्क मैक्सिम तो और भी ज्यादा ऊपर जा रहा है भाई। तभी एनरू अपनी शिप के ऊपर हाथ मारता है, उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। क्या तुम्हें बस इतना ही आता है? एक बार तुम चले जाओगे तो ये सब कुछ मेरा हो जाएगा। वापस लोग मुझसे डरेंगे, मेरी पूजा करेंगे बिल्कुल पहले की तरह। तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते, तुम्हारा और मेरा कोई मुकाबला नहीं। और लूफी के ऊपर चिल्लाने लगता है। आर्क मैक्सिम इतनी ज्यादा ऊपर पहुंच चुकी है कि स्काइपिया के कोने कोने से इसे देखा जा सकता है और अपनी बस्ती से बाहर आकर सभी शांडियंस आसमान में देखते हैं कि एक बहुत बड़ा जहाज अपर यार्ड के ऊपर आसमान में काला धुआं छोड़ते हुए उड़ रहा है। और तभी इन्हें कुछ बोट्स की आवाज आती है अपनी बस्ती के पास और देखते हैं कि लवली स्ट्रीट में से कुछ लोग बोट के अंदर बैठकर उनकी बस्ती के पास ही आ रहे हैं। जब पहुंचते हैं तो चिल्लाते हैं, सुनो शांडियंस, हम तुम्हारी हेल्प करने यहाँ पर आए हैं, हमें जल्द से जल्द नीले समुद्र में पहुंचना होगा, वो एनरू स्काइपिया को खत्म करने वाला है। ये सुनकर शांडियंस को यकीन नहीं होता कि आखिर ये बोल के रहे हैं क्या नीला समुद्र। और तभी हम शांडियंस के चीफ को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा टेंशन में लग रहा है और इधर रॉबिन होश में आ चुके हैं और जोरो और चॉपर को ले जाकर एक सेफ प्लेस पर जाकर लेटा देती है और आसमान में उसी जहाज को देखती है। गॉड एनरू। और एनरू अपने हाथ को बिजली से गर्म कर देता है। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। ये कर क्या रहा है? एनरू अपने गर्म हाथों को आर्क मैक्सिम की सोने से बनी उस दीवार पर रख देता है जिसकी वजह से वो दीवार पिघलने लगती है। लूफी बिना कुछ सोचे समझे एनरू पर हमला कर देता है और एनरू उस गर्म खोलते हुए सोने को लूफी के हाथ के ऊपर डाल देता है। ये जल जाएगा। और एक गोल्ड की बॉल लूफी के हाथ में जम जाती है और बॉल लूफी के शरीर से बहुत ज्यादा बड़ी होती है। यही तुम्हारी सजा है। और लूफी की गोल्डन बॉल को एक जोरदार लात
मार देता है और ये बॉल शिप से बाहर चली जाती है। लूफी अपनी पूरी कोशिश करता है कि उस बॉल के वजन की वजह से शिप से बाहर न गिर जाए। बॉल को खींचने की कोशिश करता है लेकिन इसका वेट इतना ज्यादा होता है कि लूफी नीचे गिरने लगता है और तभी एनरू कुछ कहता है। मुझसे ताकतवर कोई नहीं है, मुझसे भिड़ने का यही नतीजा होता है बच्चे। क्या कहा तुमने? फिर से कहना एक बार। तुमसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। हाँ, लगता है तुम कभी नीले समुद्र में नहीं गए हो। तुमसे भी ज्यादा ताकतवर लोग नीले समुद्र में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर एनरू को गुस्सा आ जाता है और टेलीपोर्ट होकर लूफी के ठीक सामने आ जाता है तुम बहुत ज्यादा बोलते हो बच्चे। और अपने डंडे से मारकर आर्क मैक्सिम की उस रेलिंग को तोड़ देता है और उस बॉल का वेट बहुत ज्यादा होने की वजह से लूफी आर्क मैक्सिम से नीचे गिरने लगता है। नहीं, लूफी को गिरता हुआ देखकर नामी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता है। आइसिया और पीरे लूफी के पास जाते हैं उसे बचाने के लिए। ऊपर से एनरू देखता है अब ये दोनों भी मरेंगे। और एल्थोर अटैक का यूज कर देता है आइसिया और पीरे के ऊपर। और एल्थोर का अटैक देखकर लूफी चिल्लाता है, अगर हिम्मत है मुझसे लड़। और एल्थोर हमला हो जाता है जिसकी वजह से जमीन में एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। ये तुमने क्या किया? वो बस एक छोटी सी बच्ची थी। इधर हम सांजी को देखते हैं। इस बंदे को कोई परवाह नहीं है कि बाहर क्या चल रहा है और बस आराम से लेटा हुआ सो रहा है, नामी के सपने देखता हुआ। अरे नामी जी ऐसे मत कीजिए, अरे मुझे शर्म आ रही है। नहीं। लेकिन तभी इसकी नींद टूट जाती है जब ये देखता है कि उसॉप इसके साथ लेटा हुआ है और इसने नामी की जगह उसॉप का हाथ पकड़ा होता है। अरे उसॉप, ये क्या है? नामी कहाँ पर है? सांजी गोइंग मैरी से बाहर जाता है और आसमान में उस जहाज को देखता है। लगता है मैं अभी भी सपने में हूँ। ये जहाज आसमान में कैसे है? एक सेकंड, अरे नामी सा, शायद ये कोई सपना नहीं है, ये हकीकत है। ये जहाज पक्का उस एनरू का होगा। उसने नामी सान को किडनैप कर लिया। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। कितनी क्यूट लग रही है नामी। ओ सब जल्दी उठाओ, हमें नामी को बचाना होगा। वो एनरू नामी को किडनैप कर चुका है, जल्दी उठाओ। लास्ट टाइम हमने एनरू से फाइट की थी, उसके बाद हम बेहोश हो गए थे। पता नहीं कितने दिन हो गए। नामी सान ने पक्का मुझे बहुत मिस किया होगा। जल्दी बाहर चलो। वो सबको बाहर लेकर जाता है। वो सब कहता है, अरे वो सब तो ठीक है लेकिन नामी है कहाँ पर यार? अब मैं जो बोलने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनना। सब वो ठीक तुम्हारे ऊपर है। अरे ये क्या है? ये बात करने का समय नहीं है। उस जल्दी मेरे साथ चलो, हमें जल्दी वहाँ पर पहुँचना होगा। और सांजी उस को लेकर जंगल के रास्ते से जाने लगता है। अरे रुक जाओ यार, मुझे दर्द हो रहा है। और सांजी उस सबको पकड़कर इसे घसीट कर लेकर जाने लगता है जल्दी से। ऊपर एनरू हंसने लगता है। मेरा प्लान कामयाब होने को आ चुका है। ये घटिया स्काइपी आप नीचे नीले समुद्र में गिर जाएगा और मैं और तुम फेरी वर्थ के ऊपर पहुंच जाएंगे। एक सेकंड, तुम्हारी एक दोस्त ने मुझे याद दिलाया था कि मुझे एक सोने की बेल लेनी है। जाने से पहले उसे सोने की बेल को ले लेते हैं। तुमने अपने उस घटिया दोस्त को छोड़ दिया और मेरे साथ आ गई मेरे सपने को पूरा होता हुआ देखने के लिए। तुम बहुत बुरे हो, समझे? तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो। मेरे दोस्त ही मेरे लिए मेरा सब कुछ थे, मेरा खजाना थे। नामी की बातें सुनकर एनरू गुस्से में कहता है, ठीक है बच्चे, ठीक है समझ गया। हाँ समझ गया, ठीक है। नीचे से उसॉप चिल्लाता है, अरे यार सांजी और कितना समय लगेगा? सांजी जो कि एक ऊंची चट्टान के ऊपर खड़ा है वो दूर से आर्क मैक्सिम को देख रहा है और कहता है, वो बस पहुंचने ही वाला है। उसॉप तैयार रहो, जब मैं चिल्लाऊं तो ठीक वैसा ही करना जैसा कि हमने प्लान किया है। ठीक है समझ गया। और जैसे ही आर्क मैक्सिम सांजी के ऊपर आते हैं, सांजी चिल्लाता है, उसॉप यही वक्त है। ठीक है समझ गया। और अपने कमर पे लगे उस इन्वेंशन का यूज करता है। उसके अंदर से एक हुक निकलता है और तेजी से सांजी की तरफ जाता है। बहुत बढ़िया उसॉप। और हुक को एक तेजी से लात मारता है और हुक आर्क मैक्सिम के ऊपर अटक जाता है। सांजी उस रस्सी को पकड़ लेता है और सांजी और उसॉप उस रस्सी के ऊपर चढ़कर ऊपर आर्क मैक्सिम के ऊपर जाने लगते हैं। रस्सी का इस्तेमाल करते हुए सांजी और उसॉप आर्क मैक्सिम के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और उसॉप ने ये अजीब से ऑक्टोपस वाले शूज भी पहने होते हैं। अरे यार मुझे तो बहुत डर लग रहा है, क्या पता ऊपर उसकी आर्मी तैयार बैठे हो हमें मारने के लिए। हाँ ये हो सकता है उसॉप, क्योंकि एनरू के पास मंत्र की ताकत है। उससे पहले ही पता लग चुका होगा कि हम लोग आ रहे हैं। अरे यार सांजी और ज्यादा डरा रहा है मेरे को, हैं बताओ तेरे को अभी। मैं तो चला नामी को बचाने। अरे मेरे लिए तो रुको यार। और यहाँ पर एनरू को मंत्र की वजह से पता चल जाता है कि सांजी और उसॉप नामी को बचाने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। और एनरू नामी से कहता है कि इसके दो दोस्त यहाँ पर आ रहे हैं इसे बचाने के लिए, देखते हैं वो लोग कितने कामयाब हो सकेंगे। नामी अपने मन में सोचती है कि ये दो लोग आखिर कौन होंगे? क्या लूफी है? नहीं लूफी नहीं हो सकता क्योंकि लूफी तो अभी भी नीचे गिरा है। नामी ये सोच ही रही होती है कि तभी नामी के ऊपर एक बिजली का हमला हो जाता है जिससे नामी बाल बाल बचती है। एनरू नामी से कहता है कि अभी इसने जो इसकी बातें सुनी उससे लगता है कि नामी को इसकी सपनों की दुनिया में नहीं आना है। तो ठीक है, तुम नहीं आओगी। और तभी हम देखते हैं कि नामी के हाथों के पीछे एक हथियार है जो कि उस अपने से दिया था। सांजी लात मार के दरवाजा तोड़ देता है दया की तरह। एनरू नामी को छोड़ दे। लेकिन तभी देखता है कि वो शिप के इंजन रूम में आ चुका है। ये कितना बड़ा लग रहा है और इंजन रूम को एक्सप्लोर करने लगता है। अरे यार कहाँ है रास्ता नामी सान तक पहुँचने का? यहाँ पर हम देखते हैं कि रॉबिन अपने डेविल फ्रूट की ताकत का यूज करके स्काईनेट और वाइपर को किसी सेफ जगह पर लेकर जा रही होती है और कहती है आसमान और भी ज्यादा काला हो रहा है, बिल्कुल एनरू के इरादों की तरह। तबाही मचाने के बाद शायद से एनरू उस सोने की बेल को भी ले सकता है। यहाँ पर लवली स्ट्रीट के ऊपर सभी लोग अपनी घरों से निकलकर यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं नीले समुद्र की तरफ। लेकिन यहाँ पर शांडियंस की बस्ती में सभी शांडियंस एक जगह पर घेरा बनाकर खड़े हैं जहाँ पर उनके सामने उनके चीफ खड़े हैं और शांडियंस के चीफ कहते हैं, तुम रुके क्यों हो? यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? हाँ वो कोई छोटे बच्चे नहीं है, वो शिंडोरा के वीर योद्धा हैं। उन्हें अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा है, उनकी जान को कुछ नहीं होगा। और ये भी कहता है कि अगर इन लोगों ने जल्दी नहीं किया तो ये पूरा आइलैंड तबाह हो सकता है क्योंकि इसे एनरू का इरादा यही लग रहा है कि वो इस पूरे आइलैंड को तबाह कर देगा जैसा उसने बिकरा आइलैंड के साथ किया था। सब कुछ खत्म हो चुका है, जल्दी यहाँ से चले जाओ। खड़े क्या हो? अपने बीवी बच्चों को लेकर यहाँ से निकल जाओ। सारे शांडियंस चीफ की बात को समझ जाते हैं और अपने घरों की तरफ निकल जाते हैं बैग पैक करने के लिए। और अकेले में शांडियंस का चीफ कहता है, वाइपर मुझे माफ करना मेरे बच्चे हैं, लेकिन मैंने सभी को मना लिया तुम सभी को छोड़कर जाने के लिए। मुझे उम्मीद है कि तुम जिंदा हो बच्चे, तुम्हें जिंदा रहना ही होगा। और यहाँ पर कॉनिस गोइंग मैरी के ऊपर पहुंच चुकी है अपने वीवर को लेकर और देखते हैं कि सांजी और उसॉप यहाँ से गायब हो चुके हैं और समझ जाते हैं कि वो लोग अभी कहाँ पर गए होंगे। यहाँ पर आयशा पीरे के ऊपर बैठकर रो रही होती है
है और कहती है कि मुझे माफ करना, मुझे बचाते हुए तुम मारे गए, प्लीज उठ जाओ, क्या तुम मर तो नहीं गए हो? और तभी पीछे से लूफी की आवाज आती है। लूफी अजीब सी आवाजें निकाल रहा होता है। आइसिया पीछे मुड़कर देखती है ये क्या चीज है और देखती है कि लूफी गोल्डन बेल के साथ फंसा हुआ है और उसका सर जमीन के अंदर है। अबे ये क्या है तू भाई, पागल वागल क्या? लूफी उस बॉल को उठाता है। मैं इसे उठा सकता हूँ, चलो ऊपर चलते हैं, मैं एनरू को नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर एनरू अपनी बिजली से नामी पर हमला कर रहा है और नामी अपने हथियार का यूज करके एक कर्व शेप का पाथ बनाती है, यानी कि आसमान में एक रास्ता बनाती है, जिसकी वजह से एनरू का ये अटैक फेल हो जाता है और उसकी बिजली पीछे की तरफ चली जाती है। एक बिजली का रास्ता बनाना ताकि वो दूसरे डायरेक्शन में चली जाए। तुम काफी समझदार हो लड़की, पर क्या होगा अगर मैं अपने अटैक को थोड़ा सा बड़ा कर दूं तो? क्या तुम इतना बड़ा रास्ता बना सकोगी? एनरू अपने हाथ से बहुत सारी बिजली जनरेट कर देता है। नहीं, इस बार मैं नहीं बच पाऊंगी। लेकिन तभी एनरू की पीठ पर एक धमाका हो जाता है, जिसकी वजह से एनरू अपने अटैक को परफॉर्म नहीं कर पाता। गुस्से में पीछे देखता है और पीछे कोई और नहीं उसप होता है। कैप्टन उसप आ चुका है। रुक जाओ उसप, तुम आ गए क्या? सांजी तुम्हारे साथ है क्या? वो अभी तक नहीं आया? अरे यार मैं अकेला आ गया इधर, अरे यार मर गया। तुम तो वही हो ना जिसे मैंने शिप पर मारा था। उसप एनरू को देखता है गुस्से से। अच्छा तो तुम ही हो वो? हाँ तो ठीक है, मैं बाद में आ जाऊंगा जब सांजी आ जाएगा। तब तक तुम लोग आपस में फाइट करो, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बाद में आता हूँ। और उसप गेट को लगा देता है। वही उसप बंदा नामी उसप पर चिल्लाती है, साले उसप पागल हो गए क्या? मुझे अकेला छोड़ के भाग गया अबे साले फट्टू। और अंदर उसप टेंशन में आ जाता है। अरे यार ये मैंने क्या कर दिया? अब तो मैं और भी ज्यादा डरपोक नजर आऊंगा। सांजी साले कहाँ मर गया? अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचा। नहीं, मुझे बहादुरी दिखानी होगी, वरना लोग मुझे बहादुर कैप्टन उसप नहीं, एक कायर डरपोक उसप कहलाएंगे। मुझे नामी को बचाना ही होगा। तो ठीक है, ये लो। और गेट को खोल देता है और तभी देखता है कि एनरू इसकी तरफ ये अटैक कर रहा है। बहुत मुश्किल से उस अटैक से बाल बाल बचता है और नामी उसप को पकड़ लेती है और कहती है, साले उसप मुझे अकेले मरने के लिए छोड़ने वाला था ना तू, गद्दारी कर बे। अरे नामी माफ करना यार, मैं थोड़ा सा डर गया था, सॉरी। अगली बार ऐसा हो ना साले तेरे को छोड़ूंगी नहीं, हमें इस शिप से कूदना होगा, तभी हम इस एनरू से बच पाएंगे। बगल में मेरा वीवर पड़ा है, मैं उसे लेकर आती हूँ। नामी अपने वीवर को लेकर आने लगती है, लेकिन तभी एनरू आता है और उसप को अपने डंडे से मार देता है। तुझे बहुत शौक है ना हीरो बनने का? तभी नामी पीछे मुड़कर देखती है। अचानक से इसे बिजली की आवाज आती है और देखती है कि एनरू ने उसप पर हमला कर दिया है और उसप घायल होकर नीचे गिर जाता है। अब किसकी बारी है? और तभी नामी अपनी वीवर की रफ्तार को बढ़ा देती है उसप की तरफ और एनरू के बगल में से होकर निकलती है और घायल उसप की तरफ अपने हाथ को आगे बढ़ाती है। उसप जल्दी मेरे हाथ को पकड़ो, यही मौका है। और उसप जो कि बुरी तरह से घायल है थोड़ी सी हिम्मत दिखाकर अपना एक हाथ ऊपर करता है, लेकिन अचानक से एनरू अपने डंडे से उसप के हाथ को हटा देता है। एनरू उसप के हाथ पर अपना डंडा रखकर कहता है, चलो तुम्हें खत्म किया जाए। और तभी किसी के कदमों की आवाज आती है। कोई उसप की तरफ भागते हुए आता है और उसप को एक जोरदार लात मार देता है और उसप उड़ता हुआ नामी के वीवर के ऊपर बैठ जाता है। और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि सांजी है। आ गया भाई ये सांजी। और एनरू जो अटैक उसप के ऊपर करने वाला था उसी अटैक को सांजी के ऊपर कर देता है। एल्सथार! और ये अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है और ये सारी बिजली सांजी के अंदर समा जाती है और नामी और उसप शिप से बाहर कूदने में कामयाब हो जाते हैं और सांजी बहुत बुरी हालत में एनरू के सामने खड़ा होता है और सांजी अपनी सिगरेट को पीने लगता है। शुक्रिया तुम्हारा, वैसे भी मुझे लाइटर नहीं मिल रहा था। अच्छा जी, मुबारक। और कुछ? हाँ, और तुम पछताओगी ये करने के लिए। एनरू मुड़कर जाने लगता है और तभी देखता है कि आर्क मैक्सिम अजीब अजीब आवाजें करना शुरू कर चुका है। अरे ये क्या हो रहा है? आर्क मैक्सिम में ऐसी आवाजें क्यों आ रही है? किसी ने कुछ तो छेड़खानी की है। ये तुम नहीं किया है ना? तुम आर्क मैक्सिम के अंदर थे है ना? और सांजी नीचे गिर जाता है। तुम नीले समुद्र के लोग। और ऐसा बोलकर एनरू टेलीपोर्ट हो जाता है और तभी शिप के ऊपर एंट्री होती है कैप्टन उसप की। उसप सांजी को देखता है। साले सांजी, अकेले हीरोपंती दिखाने को किसने कहा था? तुम्हें क्या लगा तुम मेरी जान बचाने आओगे और मैं तुम्हारी जान को नहीं बचाऊंगा? हाँ, सांजी को कंधे पर उठाता है। चलो मेरे दोस्त, अब यहाँ से बाहर कूदने का समय आ चुका है। 1 2 3। और उसप सांजी को लेकर नीचे कूद जाता है, लेकिन सांजी अपनी कमर पर बंधी हुई उस रस्सी को काटना तो भूल ही जाता है। उसी की वजह से ये दोनों हवा में घूम रहे हैं। नामी ये नीचे से देखती है और कहती है, ये उसप कभी नहीं सुधर सकता। तभी तेज घूमने के कारण आर्क मैक्सिम के ऊपर लगा हुआ हुक हट जाता है और उसप और सांजी नीचे गिर जाते हैं और उसप का सर बादलों के अंदर धंस जाता है। और नामी अपने वीवर का यूज करके उसप के पास आती है और उसके सर को बाहर निकालने की कोशिश करती है। साले तुम दोनों कर क्या रहे थे? वो सब छोड़ो नामी, सांजी की हालत देखो। ये खाना बनाने वाला तो खुद ही खाना बन गया, एकदम रोस्ट हो चुका है। यहाँ पर आर्क मैक्सिम के इंजन रूम के अंदर देखता है कि चारों तरफ बर्बादी हो रही है। कहीं से कांच टूटने की आवाजें आ रही हैं और कहीं से किसी के दिल टूटने की, कहीं से पाइप्स के बजने की, कहीं से धुआं आ रहा है। और एनरू को समझ में नहीं आता कि आर्क मैक्सिम के अंदर आखिर ये चल के रहा है। उस कमीने को लगता है कि वो ये सब करके आर्क मैक्सिम को नीचे गिरा देगा। हाँ, लेकिन उसे आर्क मैक्सिम के बाहर लगे 200 जेट डायल्स के बारे में तो पता ही नहीं है। और एनरू अपने हाथों से इंजन को ठीक करने लगता है। यहाँ पर नामी उसप को बताती है कि इसे सोने का शहर मिल चुका है। क्या? कहाँ पर है वो?
अरे मुझे भी बताओ यार। तुम अभी उसके ऊपर ही खड़े हो सब। इन बादलों के नीचे सोने का शहर है शांडोरा, लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं है। सारा सोना एनरू ले चुका है और आर्क मैक्सिम के ऊपर लगा चुका है। अब जल्दी से वीवर के ऊपर बैठो, हमें सब लोगों को लेकर स्काइपिया से निकलना होगा अभी इसी वक्त। और नामी आसमान में देखकर कहती है, अब स्काइपिया से ज्यादा खतरनाक जगह कोई और नहीं है। यहाँ पर आइसिया, पीरे और लूफी ये तीनों उसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर इन लोगों ने आखिरी बार जोरो, वाइपर और रॉबिन को देखा था घायल हालत में। और तभी अचानक से ढलान आती है और लूफी की बॉल घूमने लगती है और उसके साथ साथ लूफी भी घूमने लगता है और कहता है, अरे ये तो मजेदार है, इससे मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। और यहाँ पर दूसरी तरफ सब कुछ ठीक करके एनरू अपने सिंहासन पर बैठ चुका है और कहता है कि समय हो चुका है आतिशबाजी शुरू करने का। यहाँ पर लूफी और आइसिया उसी जगह पर पहुंच चुके हैं, लेकिन इन्हें रॉबिन और वो सभी लोग दिखाई नहीं देते हैं। अरे यार वो सब लोग कहाँ चले गए? आइसिया बहुत देर से चुप होती है, उस गड्ढे को देख रही है जिसे एनरू ने बनाया था और लूफी से रोते हुए कहती है, लूफी इस गड्ढे को देखो, इसी गड्ढे में वाइपर मुझे घायल मिले थे। वो एनरू बहुत ज्यादा ताकतवर है, उसी ने ये गड्ढा बनाया था, वो सब कुछ खत्म कर देगा। ये सुनकर लूफी को गुस्सा आ जाता है, आइसिया का हाथ पकड़ता है और आइसिया को लेकर जायंट जैक से ऊपर की तरफ जाने लगता है ऊंचाई पर एनरू को मारने के लिए। जैसे ही शिंडोरा को पार करता है बादलों में से होकर अपर यार्ड पहुंच जाता है और लगातार ऊपर की तरफ भागता रहता है। और तभी आइसिया को आसपास कुछ लोगों के होने का एहसास होता है और नीचे देखती है, लूफी तुम्हारे दोस्त नीचे है। लूफी रुकता है और नीचे देखता है कि रॉबिन खड़ी हुई है और बाकी सभी लोग भी बुरी तरह से घायल हैं। रॉबिन तुम यहाँ पर हो, एक काम करो, इस लड़की और पियरे को संभालो। और इन दोनों को रॉबिन की तरफ फेंक देता है और रॉबिन अपनी पावर का यूज करके इन दोनों को कैच कर लेती है। क्या तुम एनरू की तरफ जा रहे हो लूफी? वो ऊपर की तरफ है, वो शायद से अपने जहाज का यूज करके और भी ज्यादा ऊपर जा रहा है उस सोने की बेल को लेने के लिए, जो कि शायद से इस जायंट जैक के ऊपर है। और लूफी और भी तेजी से ऊपर जाने लगता है और तभी नामी और उसब भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं और अब सभी लोग एक ही जगह पर इकट्ठा हो चुके हैं। उसब आते ही देखता है कि सभी लोग घायल पड़े हैं। ये क्या हुआ? नामी, जोरो, चॉपर, तुम घायल कैसे हो गए? अरे यार ये क्या हो गया? उस आप बहुत लंबी कहानी है, कभी बाद में बताऊंगी। रॉबिन, लूफी कहाँ पर है? आइसिया कहती है कि इन्होंने आने में देर कर दी है। लूफी अभी अभी जायंट जैक के ऊपर चढ़कर ऊपर गया है एनरू को मारने के लिए। क्या वो वापस ऊपर चला गया? अरे यार लूफी पागल हो चुका है, हमें स्काइपिया छोड़कर निकलना था। अरे लूफी फिर से उसे लड़ने के लिए ऊपर चला गया। यहाँ पर सभी शांडियंस बस्ती छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन तभी एक लेडी शांडियंस के चीफ से पूछती है कि क्या इसे आइसिया के बारे में पता है, क्योंकि पूरी बस्ती में वो दिखाई नहीं दी है। ये सुनकर शांडियंस के चीफ घबरा जाते हैं, लेकिन उस लेडी से कहते हैं, तुम चिंता मत करो, हो सकता है कि वो किसी योद्धा के साथ हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ लोग हेवंस गेट के ऊपर पहुंच चुके हैं अपनी शिप्स के ऊपर बैठकर, और ये बुड्ढी एंजल जिसकी वजह से ये सारा कांड हुआ था, ये इन सभी की फोटो ले रही होती है और कहती है कि इन सभी को पैसे देकर जाने पड़ेंगे वरना भगवान इन्हें छोड़ेंगे नहीं। लेकिन सभी लोग इससे कहते हैं, कोई भगवान नहीं है समझी, एक काम करो, तुम भी हमारे साथ शिप के ऊपर बैठ जाओ वरना तुम भी यहाँ पर मारी जाओगी। ये पूरा का पूरा स्काइपिया तबाह होने वाला है, अगर तुम्हें यहाँ पर मरना है तो मर सकती हो। यहाँ पर नामी, उसाप, रॉबिन ये सभी लोग देखते हैं कि आसमान में धमाके होना शुरू हो चुके हैं, बिजली गिर रही है। क्या ये एनरू कर रहा है क्या? और आर्क मैक्सिम के ऊपर हम एनरू को देखते हैं जो कि आर्क मैक्सिम की रेलिंग के ऊपर खड़ा है। स्काइपिया की बर्बादी को देखने में अलग ही मजा है। मेरा प्लान डेथ पिया बहुत आराम से एग्जीक्यूट हो रहा है। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों ने अपने घरों को अभी तक नहीं छोड़ा है और आसमान से गिरती हुई बिजली से बचकर भाग रहे हैं। और अपर यार्ड में इसी बिजली की आवाज को सुनकर वाइपर की आंखें खुल जाती हैं और सबसे पहले काले आसमान को देखता है। स्काईनेट और जोरो भी जाग जाते हैं। नामी अपने वीवर को उठाती है और कहती है, तुम सभी लोग गोइंग मैरी के ऊपर जाओ, हमें अभी इसी वक्त स्काइपिया को छोड़कर जाना होगा। मैं लूफी को बुलाकर लेकर आती हूँ। और नामी तेजी से जायंट जैक के ऊपर जाने लगती है लूफी को बुलाने के लिए। और एनरू आर्क मैक्सिम के ऊपर खड़ा होकर स्काइपिया की बर्बादी को देख रहा है, देखता है कि कैसे अपर यार्ड के ऊपर आग लग चुकी है, लेकिन लूफी इसकी तरफ ही आ रहा है इसे हराने के लिए। ये तबाही का नजारा कितना सुकून देता है। उम्मीद है शांडियंस को कोई तकलीफ नहीं होगी, आखिर आए भी तो वो नीले समुद्र में से ही थे। बिजली के कारण शांडियंस की बस्ती में आग लग जाती है और सारे शांडियंस अपनी बस्ती को छोड़कर शिप के अंदर बैठ जाते हैं और वाइपर और सभी शांडियंस अपनी बस्ती को जलता हुआ देखते हैं। व्हीकल करा। अब इसके बाद हम नोलैंड की स्टोरी को देखेंगे कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। 400 साल पहले एक आइलैंड पर एक शिप सेल करते हुए पहुंच जाती है। सारे पायरेट्स शिप से बाहर निकलते हैं और उस आइलैंड के अंदर जाते हैं खजाना ढूंढने के लिए। पर अंदर जाते ही ये सब लोग कुछ ही सेकंड्स में वापस मुड़ जाते हैं, भागो यहाँ से जल्दी। और तभी भागते हुए इनकी शिप पर एक लोहे की बॉल से हमला हो जाता है और एक खतरनाक सा दिखने वाला आदमी इनकी शिप पर आ जाता है जिसके बाल किसी ड्रैगन बॉल जी के कैरेक्टर की तरह होते हैं। अब ये कौन है तुम लोग? हमारे आइलैंड पर हमला करोगे? हाँ, यहाँ पर घुसपैठियों का आना बंद है। और वो शिप जल जाती है और इस तरफ एक शिप ऐसी भी है जो कि अपना रास्ता भटक चुकी है। ये सभी लोग खो चुके हैं इस विशाल समुद्र में और इस शिप का कैप्टन भी भाग चुका है। ये कैप्टन कहाँ चले गए? क्या वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं? और तभी कैप्टन बाहर आता है समुद्र में से। इस कैप्टन का नाम है माउंट ब्लैंक नोलैंड। मुझे माफ करना, थोड़ी सी देरी हो गई, मैंने आप सभी के लिए खाना तैयार कर दिया है। और ये सभी लोग रस्सियों की हेल्प से एक विशाल सी मॉन्स्टर को बाहर निकालते हैं। सर, आपने इतना बड़ा मॉन्स्टर पकड़ लिया? हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई? अरे कैप्टन जी, आप तो सच में एक हीरो हैं। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और समुद्र के अंदर तूफान आ जाता है। आसमान काले बादलों से ढक जाता है और समुद्र के अंदर ऊंची लहरें उठने लगती हैं और नोलैंड अपने कमरे में बैठा हुआ एक लॉग बुक को लिख रहा होता है, कब इसने सफर को शुरू किया और अभी ये कहाँ पर है। और इस तरफ जया आइलैंड को भी काले बादलों ने ढक लिया है और यहाँ भी मौसम खराब है और इस आइलैंड के अंदर एक के बाद एक लोग मरते जा रहे हैं अपने शरीर के ऊपर कुछ अजीब से जख्मों को लेकर। और आज इस आइलैंड का बचा हुआ आखिरी पुजारी भी मारा जाता है और मरते मरते गाँव वालों से कहता है, हमारे गाँव को किसी की नजर लग गई है, हमें किसी को मारना होगा, ये श्रापित हो चुका है, हमें किसी की बलि चढ़ानी होगी। और ऐसा बोलकर ये पुजारी मर जाता है। और इसके बाद गांव के सभी लोगों ने डिसाइड किया कि इस गांव को मुक्ति दिलाकर ही रहेंगे, इसलिए गांव की ही एक लड़की बलि चढ़ने के लिए तैयार हो जाती है इस गांव को बचाने के लिए, जिसकी वजह से इसकी मॉम बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है।
जाती है, लेकिन ये लड़की गाँव के लोगों को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार होती है। उनकी जान बच जाएगी और ये गाँव लंबे समय के लिए जीवित रह सकेगा। और इस तरफ एक बच्चा अपने हाथ पर लगे हुए जख्म को खत्म करने की कोशिश कर रहा होता है और अपनी बाजू के ऊपर पत्थर मार रहा होता है। बाहर निकलो, तुम चले क्यों नहीं जाते? और तभी वही ड्रैगन बॉल जी वाला बंदा यहाँ पर आ जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? इस बंदे का नाम कलगारा है। कलगारा शराब, ये निशान मेरे ऊपर हावी हो चुका है। और ऐसा बोलकर ये लड़का यहाँ से चला जाता है। अरे यार, पूरा गांव श्रापित हो चुका है, जल्दी ही किसी की बलि चढ़ानी होगी, इसके अलावा और कोई चारा नहीं बचा है। और इस तरफ नोलैंड तूफान के बीच में से एक बेल की आवाज ने इसे अपनी तरफ आकर्षित किया और सभी लोग यहाँ पर आ गए इस आइलैंड के ऊपर उस आवाज का पीछा करते हुए। और इन सभी क्रू मेंबर्स की नजर एक पक्षी पर जाती है जो कि अजीब सी आवाजें निकाल रहा होता है, जिसे सुनकर ये लोग हंसने लग जाते हैं। और तभी इनकी नजर उसी बच्चे पर जाती है। ये क्या है? ये सभी पायरेट्स इस बच्चे की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ते हैं। छोड़ दो मुझे, छोड़ो मुझे जाने दो। अरे यार, हम तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं बच्चे, ज्यादा हिलो मत, शांति से बैठे रहो। कैप्टन जी, इस बच्चे को तो प्लेग हो चुका है, अभी तक इसका इलाज नहीं किया गया है। और नोलैंड और उसके साथी जब इस गांव के अंदर जाते हैं तो गांव के हर एक घर में ऐसे ही कुछ मरीजों को पाते हैं और इन सभी को एक भी ऐसा इंसान नहीं दिखाई देता जिसे ये बीमारी ना लगी हो। और इधर दूसरी तरफ जो लोग नॉर्मल है और इस बीमारी की चपेट में नहीं आए हैं, वो लोग आइलैंड के एक दूसरी जगह पर हैं, जहाँ पर उसी लड़की को लेकर आया जा रहा है जिसकी बलि चढ़ने वाली है और उसे एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म के ऊपर ले जाकर बांध दिया जाता है। उसकी माँ ये सब कुछ नहीं देख पाती और अपनी बेटी का नाम चिल्लाने लगती है और गाँव वाले इस रस्म को पूरा करने के लिए गाना गाने लगते हैं। तभी पानी के अंदर से एक बहुत बड़े सांप की परछाई दिखती है और सांप पानी में से बाहर आते हुए उस लड़की के पास आ जाता है उसे खाने के लिए। और यही तरीका है जय आइलैंड पर बलियां चढ़ाने का। तभी कोई इंसान पानी के अंदर छलांग लगा देता है। ये क्या है? ये पानी के अंदर कौन कूदा? और तभी वो बंदा इस बड़े से मॉन्स्टर को मार देता है। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं और ये बंदा कोई और नहीं नोलैंड होता है। नोलैंड सही समय पर आकर और इस लड़की की बलि चढ़ने से बचा लेता है इसे। ये लड़की नोलैंड से लिपट कर रोने लगती है। मुझे बहुत डर लग रहा था, शुक्रिया। लेकिन ये सब देखकर गाँव वाले घबरा जाते हैं। अरे ये इसने क्या कर दिया? अब इससे भगवान का श्राप लगेगा, अब हम सभी लोग भी श्रापित हो जाएंगे, अब और भी ज्यादा बलि चढ़ानी पड़ेगी। कलगारा आखिरी आदमी है कौन? इसे मार दो प्लीज। और कलगारा यहाँ पर आ जाता है। नोलैंड की नजर कलगारा पर जाती है। वो अच्छा, लगता है तुम यहाँ के लीडर हो। नोलैंड, माउंट ब्लैंक नोलैंड, यही मेरा नाम है। और मैं कौन होता हूँ? इंसानियत के तौर पर एक लड़की को बचाने वाला। चुप कर, अब तुझे मरना होगा। और ऐसा बोलकर कलगारा नोलैंड पर हमला कर देता है, लेकिन नोलैंड अपने इस वोट का यूज करके इसके अटैक से बच जाता है। देखो ये गलत है, तुम्हें ऐसे ही किसी की बलि नहीं चढ़ानी चाहिए, इससे कुछ नहीं होगा। तो हमें क्या करना चाहिए? ऐसे ही मरने दे क्या लोगों को? हाँ, गाँव के सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं और ये लोग आपस में फाइट करने लगते हैं। और नोलैंड कलगारा से कहता है, तुम्हारा बहुत हो गया, वो लड़की नहीं मरना चाहती है, उसकी भी अपनी एक जिंदगी है। अच्छा, अपनी एक जिंदगी है। हाँ? और लड़की, इस तलवार को पकड़ और खुद को मार डाल। ये क्या है? आखिर लड़की ऐसा क्यों करेगी? अगर तू ये सोच रहा है कि ऐसा क्यों करेगी, अपने गांव के लिए लड़की कुछ भी कर सकती है। ये लड़की भी जानती है। नहीं, ये नहीं, इसे हटा दो। क्या तुम पागल हो गई हो? और तभी कलगारा नोलैंड के सीने के अंदर अपने भाले को घुसा देता है और नोलैंड नीचे गिर जाता है। यह सदियों से चलती आ रही एक परंपरा है, समझा? जब भी कोई घुसपैठिया आए उसे तुरंत मार दो। और तूने तो इस चीज को भी मार दिया जिससे हम सभी लोग को पूछते हैं। और कलगारा के सभी साथी नोलैंड के सभी साथियों को भी पकड़ देते हैं। तो और तेरे सभी साथियों को इसकी सजा मिलेगी। अच्छा, हाँ? कौन देगा सजा? तुम लोग? हाँ, जैसे तुम्हारा भगवान तुम्हें सजा दे रहा है। हर एक इंसान की जिंदगी बहुत जरूरी होती है। क्या कुछ लड़कियों की जिंदगी को पाकर तुम्हारा भगवान खुश हो जाएगा? क्या बस तुम्हारे भगवान को यही चाहिए? और अगर यही चाहिए तो ये कैसा भगवान है? हाँ, ये शर्मनाक है, ये बेवकूफी है। मुझे ये सब क्या देखना पड़ रहा है? ये एक बीमारी है, इसे प्लेग कहते हैं और इसका इलाज भी मैं ही बनाऊंगा। ये सुनकर गांव वाले सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि ये प्लेग क्या होता है। इन सभी को पता ही नहीं है। पता नहीं क्या है ये, आज तक इसके बारे में कभी नहीं सुना। मैंने इसके बारे में पता किया है, तुम लोग इसे एक श्राप कहते हो, पर ये सिंपली एक बीमारी है। मैं इसका इलाज करूंगा। पर गांव वालों को इसकी बातों पर यकीन नहीं आता है और कलगारा नोलैंड से कहता है, तेरी बात पर कोई यकीन नहीं कर रहा, समझा? अब चुपचाप मुझसे मर जा। और तभी इस गांव के चीफ ने कलगारा को रुकने के लिए कहा और कलगारा को नोलैंड को मारने से रोक लिया। इस गांव के चीफ ने नोलैंड को एक दिन का समय दिया। अगर नोलैंड इस बीमारी का एंटीडोट ढूंढ लेता है तो इसकी और इसके सभी साथियों की जान बच जाएगी। लेकिन गांव वालों को इसकी बातों पर यकीन नहीं होता है कि ये इन्हें बचा पाएगा और उस लड़की और नोलैंड के सभी साथियों को एक पिंजरे के अंदर कैद कर दिया जाता है ताकि ये लोग यहाँ से भाग ना पाए। और नोलैंड उस बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए जंगलों की तरफ चला जाता है। और तभी कलगारा और कुछ ऑफिसर्स के बीच में एक मीटिंग होती है। क्या हमने इसको एक दिन की इजाजत देकर सही किया सर? कलगारा, तुम भी कुछ बोलो। अरे मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ एक चीज पता है, उस आदमी का सर काटना है बस। कलगारा, हमें ये नहीं पता कि भगवान क्या सोचते हैं, समझे? पर जब कोई आदमी सच कहता है तो उसके बोलने के तरीके से पता चल जाता है कि वह सच कह रहा है या झूठ कह रहा है। और नोलैंड की बातों में मैंने सच्चाई को महसूस किया। अगर वह सच्चा है तो कल इस बात को साबित करके दिखा देगा। और कलगारा यहाँ से चला जाता है। बुढ़ा पागल हो चुका है, कुछ भी कहता है। और यहाँ पर जंगल के अंदर नोलैंड को एक पेड़ मिलता है जिससे कि ये उन सभी का इलाज कर सकता है। पर नोलैंड को ये जितना आसान लग रहा था ये उतना आसान नहीं होता है। सुबह सुबह ही गांव के अंदर भूकंप आ जाता है जिसे महसूस करके गांव वाले शोर मचाने लगते हैं। और जैसे ही कलगारा को इस बात का पता चलता है तो भागता हुआ जंगलों के अंदर जाता है नोलैंड को ढूंढने के लिए कि कहीं वो मौके का फायदा उठाकर यहाँ से भाग तो नहीं गया। और वहाँ पर जाकर देखता है कि नोलैंड दो चट्टानों के बीच में फंसा हुआ है। देखा, भगवान ने तुझे खुद ही सजा दी थी। दो पत्थरों के बीच में कुचल कर मारे जा रहे हो तुम। काफी मजेदार था। तुम्हारा भगवान एक आदमी को ठीक से मार तक नहीं सकता है। कोई बात नहीं, भगवान नहीं कर पाया था वो काम मैं कर दूंगा। आज शाम को अपन के इन्हीं हाथों से तेरी मौत होने वाली है। अब इसके बाद दोपहर हो जाती है और जब शाम हो जाएगी तो कलगारा नोलैंड को मार देगा। और नोलैंड उस चट्टान से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है पर नहीं निकल पा रहा। नोलैंड सुबह से कोशिश कर रहा होता है लेकिन यहाँ से नहीं निकल पाता। और तभी नोलैंड अपनी पूरी जान लगाता है लेकिन फिर भी बाहर नहीं निकल पाता। शाम हो जाती है, नोलैंड के सभी साथियों को पिंजरे से बाहर निकाला जाता है और उन सभी को एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म पर भेज दिया
दिया जाता है उन्हें मारने के लिए, क्योंकि शर्त के अकॉर्डिंग अभी तक नोलैंड ने इनका इलाज नहीं किया है। नोलैंड यहाँ पर फंसा हुआ है। तेरा अंत आ चुका है। ये काशी भगवान का ही एक श्राप है। तुझे दो चट्टानों के बीच पिस कर मरने के लिए छोड़ दिया गया। चिंता मत कर, तेरे दर्द से मैं तुम्हें अभी आजाद करता हूँ। तुम डरते हो है ना? क्या क्या कहना चाहता है? तुम सभी डरते हो। जब भी किसी को मारने जाते हो तो तुम लोग डरते हो, या तुम्हारी भाषा में कहूँ तो जब किसी की बलि चढ़ाने जाते हो तो तुम्हारी फट जाती है। तुम लोग जानते हो बलि चढ़ाना या कुर्बानियां देना कुछ नहीं होता है, ये सब कुछ हत्या है जो कि तुम उन मासूमों की करते हो, सिर्फ एक इस उम्मीद पर कि मरने वाला तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। ऐसा नहीं होता है। जब तक तुम लोग खुद कुछ नहीं करने वाले तब तक भगवान भी तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। तुम सब लोग बस इस उम्मीद में बैठे रहते हो कि बलि चढ़ाने से ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या बोला तूने? और कलगारा नोलैंड पर हमला कर देता है। मैंने सही कहा था, कोई मरा हुआ इंसान तुम्हें नहीं बचा पाएगा, समझे? और न ही तुम्हारा वो भगवान जिसके लिए तुम लोगों की बलि चढ़ाते हो। तू काशी भगवान की बेइज्जती कर रहा है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और यहाँ पर गांव के सभी लोगों ने उसी लड़की को वापस से प्लेटफॉर्म के ऊपर बुला लिया है उसकी बलि चढ़ाने के लिए, और साथ ही नोलैंड के दोस्तों को भी। एक बात डालो, तुम जो कर रहे हो वो एक बेवकूफी है। तुम सब लोग पागल हो चुके हो। तुम लोग बस एक इंसान हो और तुम्हें कोई अधिकार नहीं है किसी की जान लेने का। सोच उस लड़की के परिवार वालों पर क्या बीतेगी। वो किसी की बेटी होगी, किसी की बहन होगी। मेरी ही बेटी है वो। क्या? हाँ, तूने सही सुना। कल तूने जिस लड़की की जान बचाई थी वो मेरी ही बेटी है। तुम इतना गिर जाओगे मैंने कभी सोचा नहीं था। अपना मुंह बंद रख। जब किसी चीज के बारे में नहीं पता होता तो अपना मुंह नहीं खोलते हैं। तू नहीं जानता हमारे मंत्र और रस्मों में कितनी ताकत है। अगर मैं उसे कुर्बान नहीं करता तो गांव वालों में से कोई एक अपनी बेटी को कुर्बान कर देता उस पुजारी की बात को मानकर। इसलिए बेहतर यही है कि मेरी ही बेटी मर जाए, ना कि उनकी बेटी की रक्षा के लिए मैंने अपनी बेटी की बलि चढ़ा दी। और तभी वही सांप यहाँ पर आने लगता है। ये देख कौन आया है। काशी भगवान का सांप। ये कल का बदला लेने के लिए आया है। कलगारा रुक जा, मुझे मार देना पर प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। अपना मुंह बंद रख, समझा? तेरी बकवास के लिए मेरे पास समय नहीं। मैं यहाँ पर सुबह से खड़ा हूँ सिर्फ तुझे मारने के लिए। अच्छा ठीक है, सुनो मेरी बात। जिस गांव से मैं आया हूँ वहाँ पर एक बीमारी फैल गई थी। शरीर पर कुछ ऐसे घाव हो गए थे कि लोग 2 दिन के अंदर ही मौत के घाट उतर जाते थे। हजारों की संख्या में लोग मारे जा रहे थे। 60 साल पहले ही हमारे गाँव वालों ने उस बीमारी का इलाज ढूंढ लिया था, उसी बीमारी का जो कि आज तुम्हारे गाँव में है। हम लोगों ने हाथ पर हाथ रखकर इंतजार नहीं किया तुम्हारी तरह और फालतू में लोगों की बलियां नहीं चढ़ाई। हम लोगों ने मेहनत की और उस बीमारी का इलाज ढूंढा, और 60 साल पहले बनाई गई वो दवा आज भी किसी को भी मरने नहीं देती है। हमारे गाँव में जिस चीज से उस दवाई को बनाया जाता है वो एक पेड़ है, और उस पेड़ के टुकड़े मेरे हाथ में है इस वक्त। मैं उस दवाई को बना सकता हूँ तुम्हारे लोगों के लिए, तुम्हारे लोगों के लिए कलगारा। और तभी कलगारा इस सांप को मार देता है इससे पहले कि नोलैंड को मारता, और कहता है मेरा गाँव बच सकता है क्या तेरी उस दवाई से? क्या ऐसा हो सकता है? हाँ दोस्त, मैं बचा सकता हूँ। और इसके बाद नोलैंड एंटीट्यूड तैयार कर लेता है और सभी गांव के लोगों की जान बचा लेता है, और कलगारा की बेटी की मौत को भी रोक लेता है। कलगारा अपनी बेटी के सीने से लगकर फूट फूट कर रोता है, और सभी गांव वाले बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और जश्न मनाने लगते हैं। अब इसके बाद नोलैंड के जाने से पहले कलगारा नोलैंड को एक तोहफा देता है, जो कि है जया आइलैंड का एक खजाना, सोने से बना हुआ शहर शिंडोरा। अपन कभी बाहर तो नहीं गया, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि सोना बहुत कीमती होता है बाहर की दुनिया में, और तुझे भी इसके बारे में पता ही होगा। तुझे जितना सोना चाहिए तू ले सकता है नोलैंड, और अपने दोस्तों को भी दियो। तूने हमारी जान बचाई है दोस्त। वैसे भी हमारा सोने से कोई मतलब नहीं है। जिस चीज की हम लोग रक्षा करते हैं वो ये घंटी है। और इस घंटी के ऊपर कुछ लिखा होता है जिसे यहाँ के गाँव वालों को पढ़ना नहीं आता है, और नोलैंड के पूर्वजों ने इसे एक जंग में एक अवार्ड के तौर पर जीता था, और इस घंटी को उनकी निशानी के तौर पर यहाँ पर रखा गया है। और जब इस घंटी को बजाया जाता है तो इन सभी को ऐसा फील होता है जैसे कि इनके पूर्वज यहाँ पर वापस से आ गए हैं। ये गोल्डन बेल उन सभी की निशानी के तौर पर रखी गई है, और ये हमारे लिए सबसे ज्यादा कीमती है दोस्त। अच्छा मैं समझ गया, शायद ये लोग इसी घंटी को बजा रहे होंगे जिसकी आवाज सुनकर मैं इस आइलैंड पर आ गया। और गांव वाले नोलैंड के दोस्तों को एक लॉग पोस्ट दे देते हैं, एक इटर्नल लॉग पोस्ट, ताकि ये लोग सुरक्षित यहाँ से बाहर निकल पाएं। और जया आइलैंड का एक मैप भी देता है ताकि इसकी यादों में जया आइलैंड हमेशा बरकरार रहे। कलगारा और नोलैंड बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त बन जाते हैं, और कुछ ही दिनों में इनकी दोस्ती बहुत ज्यादा गहरी हो गई। लेकिन एक दिन अचानक से ही गाँव के लोग नोलैंड पर बहुत गुस्सा होने लगे। एक छोटी बच्ची रोती हुई अपनी माँ से कहती है, डॉक्टर ने ऐसा क्यों किया, वो तो बहुत अच्छे थे। और गाँव के सभी लोग नोलैंड के बारे में अलग अलग तरह की बातें करने लगे। तभी गाँव के चीफ यहाँ पर आ जाते हैं। नोलैंड के पास ज्यादा समय नहीं है यहाँ पर रुकने के लिए, वो यहाँ से चला जाएगा। अपने गुस्से को दबा कर रखो, उस पर गुस्सा मत करना। और चीफ की बातें सुनकर गाँव वाले लोग कहते हैं कि चाहे नोलैंड जितना मर्जी अच्छा हो, पर रहेगा तो वो एक हत्यारा ही। इसने काशी भगवान को मारा है, यानी कि उस सांप को, जिसकी पनिशमेंट इन लोगों को भुगतनी होगी बहुत लंबे समय तक। और तभी नोलैंड यहाँ पर आ जाता है। कैसे हो सब लोग? क्या आपने कलगारा को देखा? वो यहीं आसपास ही था अभी थोड़ी देर पहले। पता नहीं, कलगारा बाहर के लोगों से नहीं मिलता है। क्या बाहर के लोग? वैसे तुम जाने कब वाले हो? ये सुनकर नोलैंड समझ आता है कि गांव के सभी लोग इससे नफरत करने लगे हैं अचानक से ही। पर ऐसा क्यों हो रहा है? इसने तो ऐसा कुछ नहीं किया। और इस तरफ कलगारा का एक सोल्जर कलगारा से कहता है कि नोलैंड इससे मिलना चाहता है। उससे बोल दे मुझे उससे नहीं मिलना, और अगर मिल गया तो मैं उसे खुद अपने हाथों से मार डालूंगा। और यहाँ पर नोलैंड बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है। इसे समझ में ही नहीं आ रहा होता कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। इसने तो कुछ किया ही नहीं भाई। कलगारा मुझसे क्यों नहीं मिलना चाहता? लगता है मुझे खुद उससे जाकर पूछना होगा। और नोलैंड कलगारा के पास चला जाता है। कलगारा क्या बात हुई है यार? मुझे भी बताओ यार, क्या मुझसे कुछ गलती हो गई? अगर हुई है तो यार मैं माफी मांग दूंगा। आखिर बात क्या है दोस्त, प्लीज मुझे बताओ। मैं जानता हूँ तुम यहीं पर हो और इसे सुन रहे हो। और तभी एक उड़ता हुआ भाला नोलैंड के पास से टकराता है, जिसकी वजह से इसके चेहरे पर एक स्क्रैच आ जाता है। ये क्या है? अपनी शक्ल मुझे दोबारा कभी मत दिखाइए, समझा ना? इसके बाद हम नोलैंड की क्रू को देखते हैं, जो कि कैंप फायर के सामने बैठे हुए हैं, और किसी को भी समझ में नहीं आ रहा कि अचानक से सभी गांव वालों का बर्ताव इनके लिए चेंज कैसे हो गया, कि यहाँ पर बहुत ज्यादा दिनों तक रुकने की वजह से गांव के लोग इनसे नफरत करने लगे हैं। और तभी कलगारा की बेटी मोजे यहाँ पर आ जाती है और नोलैंड के एक क्रू मेंबर को बताती है कि उनके कैप्टन नोलैंड ने जंगल के बहुत सारे पेड़ों को काट दिया, और वो कोई मामूली पेड़
पेड़ नहीं थे, वो उनके पूर्वज थे। जब जब वो उस विशाल घंटी को बचाते हैं तो उनके पूर्वज स्वर्ग से उतरकर उस पेड़ के अंदर समा जाते थे। और नोलैंड ने अनजाने से ही सही उन पेड़ों को काट दिया है। और सुबह उठते ही ये बंदा नोलैंड को इस बात के बारे में बता देता है। अच्छा तो ये बात है, हाँ गाँव वालों की नाराजगी की गलती मेरी ही है, मैंने उनकी पेड़ों को काट दिया, इसका प्रायश्चित हमें करना होगा दोस्त। सब लोग ध्यान से सुनो, हम यहाँ से जाएंगे लेकिन बिना सोने के, सारा का सारा सोना इस शिप से बाहर फेंक दो। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। गांव के लोगों को पता चल जाता है कि नोलैंड आज यहाँ से जाने वाला है। लेकिन तभी देखते हैं कि मोजे उनकी तरफ भागते हुए आ रही है और कलगारा के सामने अपने घुटनों पर बैठ जाती है और कहती है, क्या होगा अगर आपको पता चले कि किसी प्याले में जहर मिला है? क्या उस प्याले का पानी आप किसी और को पीने देंगे? क्या हुआ बेटी तुझे, क्या हो गया? आपको इतने समय बाद नोलैंड जैसा एक दोस्त मिला था और वो भी आज जा रहा है। तुम पागल मत बनो, तू जानती है ना उसने क्या हरकत की है। उसने कुछ नहीं किया। कल रात को मैं नोलैंड के एक क्रू मेंबर से मिली थी और उसने बताया कि वो बीमारी, वो प्लेग इंसानों के साथ साथ जानवरों, पेड़ों में भी फैल जाता है और वो सारे के सारे पेड़ उस प्लेग का शिकार थे। उन सारे पेड़ों की लकड़ियाँ अंदर से सड़ चुकी थी, जिसकी वजह से वापस से वो बीमारी आ सकती थी उन पेड़ों की वजह से। उसने गांव वालों के साथ साथ इस गांव में आने वाली आगे की पीढ़ियों का भी ख्याल रखा, उन पेड़ों को काट कर, ताकि वो बीमारी कभी वापस ना सके। ये सुनकर कलगारा और उसके क्रू मेंबर्स हैरान हो जाते हैं क्योंकि इन लोगों ने नोलैंड के साथ बहुत बुरा बिहेव किया, जो कि वो डिजर्व बिल्कुल नहीं करता था। पापा, उसने अपनी खुद की जान पर खेलकर हमारी जान बचाई है और हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों की भी जान बचाई है, क्योंकि जो भी उन जहरीले पेड़ों को काटता है उसे भी वो प्लेग होने का खतरा होता है। पर उसने अपने बारे में एक पल के लिए भी नहीं सोचा। ये सुनकर कलगारा तुरंत समुद्र की तरफ भागने लगता है नोलैंड को रोकने के लिए। इस तरफ नोलैंड के साथी बहुत दुखी है क्योंकि सारा सोना इन लोगों ने उस आइलैंड के ऊपर वापस रख दिया है और अब यहाँ से जाने वाले हैं। और नोलैंड आखिरी बार जा आइलैंड को देखता है और कलगारा तेजी से भागते हुए नोलैंड की तरफ ही आ रहा है। गाँव के सारे जानवर चिल्लाने लगते हैं और सारे गाँव वाले नोलैंड का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए घंटी को बचाने लगते हैं। नोलैंड, मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था तुम ऐसे इंसान होगे। मैं भूल गया था कि तुमने मेरी जान बचाई थी और मैंने तुम्हारे साथ ही ऐसा बिहेव किया। कैप्टन, वो देखिए आइलैंड पर कौन आया है। नोलैंड देखता है कि कलगारा समुद्र के किनारे खड़ा है। कलगारा, क्या ये तुम हो? नोलैंड, अलविदा दोस्त, अपन को माफ करना दोस्त, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तुझे गलत समझा दोस्त। वापस आजा दोस्त, मैं आइलैंड पे तेरा इंतजार करूंगा दोस्त, वापस जरूर आइयो। नोलैंड, मुझे माफ कर देना दोस्त, तेरा ध्यान यहाँ पर खींचने के लिए मैं इस घंटी को रोज बजाऊंगा, सिर्फ तेरे लिए दोस्त, मुझे माफ कर देना। कलगारा दोस्त, मैं वापस जरूर लौटूंगा, मेरा इंतजार करना। इस बात को 5 साल बीत जाते हैं और नोलैंड इस कहानी को अपनी आगे वाली जनरेशन को पास करता रहता है। बहुत सारे बच्चों को इस कहानी के बारे में सुनाता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ और सभी लोगों के लिए ये कहानियां बहुत ज्यादा मजेदार थी। लेकिन ये कहानियां धीरे धीरे राजा के दरबार तक पहुंच गई और नोलैंड कहता है कि ये कहानियां बिल्कुल सच है, ये कोई कहानी नहीं, एक हकीकत है। और राजा कहता है कि हमें वहाँ पर लेकर चलो, अगर ऐसा नहीं करेगा तो इसे मार दिया जाएगा। और नोलैंड भी इसके लिए मान जाता है। और 5 सालों के बाद जय आइलैंड के ऊपर काफी कुछ चेंज हो चुका है और आज भी कलगारा हर दिन की तरह बेल बजाने के लिए आया है। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से ये दिन शांडियंस को हमेशा याद रहेगा। आसमान अचानक से काले बादलों से ढक जाता है। ये देखकर सभी गांव वाले अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं और तभी जय आइलैंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूटने लगता है, जैसे कि आसमान उस टुकड़े को खींच रहा होता है। और देखते ही देखते ये टुकड़ा आसमान में समा जाता है। अगले दिन नोलैंड जय आइलैंड पर पहुंच जाता है, लेकिन देखता है कि जय आइलैंड यहाँ पर है ही नहीं, आधा घर बचा है सिर्फ। और राजा ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। ये कैसे हो सकता है, आधा घर? जय आइलैंड कहाँ पर गया? और राजा को बहुत गुस्सा आ जाता है और नोलैंड पर एक लात मारता है। तूने मुझसे झूठ कहा, तू नहीं बचेगा अब। महाराज, मैं झूठ नहीं कह रहा, सचमुच मेरे दोस्त का गाँव यहीं पर था। अब चुप कर जा, अब तुझे मौत की सजा सुनाई जाएगी। पकड़े जाने के बाद भी झूठ कह रहा है, शर्म नहीं है इसे? नोलैंड को कुछ भी समझ में नहीं आता कि जय आइलैंड का ये बहुत बड़ा टुकड़ा कहाँ पर चला गया भाई। और राजा ने गुस्से में आकर नोलैंड को मौत की सजा सुना दी और गांव के सभी लोगों के सामने नोलैंड के एग्जीक्यूशन के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया। और मरने से पहले नोलैंड ने अपनी बेइज्जती को सुना। सभी लोग कह रहे थे कि नोलैंड एक झूठा इंसान है, बच्चों को झूठी कहानियां सुनाकर उन्हें बेवकूफ बनाया। लेकिन नोलैंड ने कभी भी अपने आप को झूठा नहीं माना और एंड तक हमेशा खुद को सच साबित करने में लगा रहा। ये तक कहा कि हो सकता है वो शहर पानी के अंदर डूब गया हो, लेकिन नोलैंड और उसके क्रू मेंबर्स को बंदी बनाकर उन सभी को मार दिया गया। और इस तरफ जय आइलैंड का वो एक बहुत बड़ा टुकड़ा स्काइपिया के ऊपर चला जाता है और जायंट जैक नाम की इस वेल के ऊपर आकर घुस जाता है, जिसकी वजह से शेंडोरा से अलग होकर वो सोने की बेल आसमान में ऊपर उड़ जाती है। और उसी दिन स्काइपिया के लोगों ने उस बेल की आवाज सुनी, जिसे वो लोग भगवान की घंटी समझने लगे। जय आइलैंड के आसमान में आने की वजह से कलगारा और बाकी सभी लोग बहुत टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि इन लोगों के लिए जगह बिल्कुल अलग थी। सभी लोग आसमान के ऊपर आ गए थे और सभी लोगों को सांस लेने में बहुत दिक्कत आ रही थी, बहुत ज्यादा ऊंचाई पर होने की वजह से। और इसी हालात में स्काइपिया की डिवाइन टीम के मेंबर्स इस जय आइलैंड के टुकड़े पर आ जाते हैं उस भगवान के तोहफे को लेने के लिए, यानी कि इस जमीन को। और जैसे ही कलगारा को इसके बारे में पता चला, ये जमीन जहाँ पर शेंडोरा है उनके पूर्वजों की निशानी और वही जगह जहाँ पर वो अपने दोस्त का इंतजार करता है, ये बात जानने के बाद शांडियंस और स्काइपिया के लोगों के बीच में एक युद्ध छिड़ गया। पर स्काई आइलैंड का वातावरण शांडियंस के लिए कमजोरी साबित हुआ और शांडियंस ये युद्ध हार जाते हैं और सभी लोगों की मौत हो जाती है। और ये जंग आज तक चल रही है स्काइपिया और नोलैंड के लोगों के बीच में। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं।
जाते हैं जहाँ पर वाइपर अपने गाँव को तबाह होता हुआ देख रहा है और एनरू कहता है, ये तो भाई का नजारा कितना सुकून देता है। ये घटिया आइलैंड अब मिट जाएगा। एनरू अपनी बिजली से पूरे स्काइपिया में हमला कर देता है। एनरू उस बेल को लेकर जाना चाहता है, उसी गोल्डन बेल को। और यहाँ पर आर्क मैक्सिम के ऊपर लूफी का क्रू मेंबर और वाइपर यहाँ पर मौजूद है। और तभी वाइपर को बचपन में सुनाई हुई अपनी चीफ की कहानी याद आती है, जिसे याद कर वाइपर कहता है, वो गोल्डन बेल। ये सुनकर रॉबिन कहती है कि हाँ, इसे मालूम है कि वो बेल कहाँ पर है। रुक जा, नामी लूफी को लेने गई है। जैसे ही लूफी मिल जाता है हमें यहाँ से भागना होगा। तुम क्या उस बेल के चक्कर में पड़ रही हो? पागल वागल हो क्या? क्या तुम्हें गोल्डन बेल के बारे में कैसे पता है रॉबिन? क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ पर है? अरे नहीं यार रॉबिन, चुप कर जाओ, हमें यहाँ से भागना होगा। अरे यार क्या फालतू के चक्करों में पड़ रहे हो, हमारे पास इन चीजों के लिए समय नहीं। लेकिन रॉबिन उस सबको इग्नोर करते हुए वाइपर को बताती है कि वो बेल इस बड़ी सी बेल के ऊपर है। इसके बारे में तुम्हें कैसे पता? जरा नीचे देखो, ये बेल जहाँ पर घुसी हुई है, ये इस पूरे आइलैंड का सेंटर पॉइंट है। और इसी जगह पर, इस आइलैंड के बीचों बीच वो सोने की बेल हुआ करती थी। लेकिन तब जब ये आइलैंड जमीन पर हुआ करता था और जब ये आइलैंड किसी तरह से ऊपर आ गया तो ये पूरा का पूरा आइलैंड इस बेल के बीचों बीच आकर घुस गया और वो सोने की बेल की जगह इस बड़ी सी बेल ले ली। और अब वो बेल शायद से इसके ऊपर होगी या फिर और भी कहीं ऊपर। दरअसल शेंडोरा में रिसर्च करते हुए रॉबिन को एक मैप मिला था जिसमें लिखा हुआ था कि वो बेल शेंडोरा के इस आइलैंड के बीचों बीच रखी जाती थी। गैनफुल कहता है, हाँ तुमने सही कहा, सदियों पहले उस बेल की आवाज को स्काइपिया के लोगों ने सुना था। तो वो बेल, कहानी वाली बेल आज भी ऊपर मौजूद है। हाँ, वही बेल जो कि वीर कलगारा अपने दोस्त नोलैंड को बुलाने के लिए बजाया करते थे। अरे यार वो बेल कहाँ पर है? और लूफी तेजी से ऊपर की तरफ भाग रहा है और एनरू लूफी को देख रहा है। वहीं पर रुक जाओ, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ। और तेजी से ऊपर की तरफ जाने लगता है और लूफी को रोकने के लिए एनरू अपनी बिजली से लूफी पर हमला कर देता है। लेकिन लूफी आराम से इसे डॉज कर लेता है। लेकिन तभी बिजली की वजह से वो जायंट जैक का हिस्सा टूटने लगता है और लूफी कस कर जायंट जैक को पकड़ लेता है। पर सोने की बॉल का वेट बहुत ज्यादा होने की वजह से लूफी नीचे गिर जाता है। यहाँ पर नीचे वाइपर की हालत खराब हो चुकी है। और तभी उसॉप ऊपर की तरफ देखता है, अरे यार ये बेल तो नीचे आ रही है, सब लोग हट जाओ। और सभी लोग साइड हटकर उस बेल के टुकड़े से बच जाते हैं। अरे यार कमाल है, मैंने गिरते हुए लूफी को भी देखा था, आखिर वो कहाँ चला गया? और आइसिया वाइपर को समझाती है कि उसे उस बेल को भूल जाना चाहिए, ये इस हालत में नहीं है कि ऊपर चढ़ सके इस बेल के ऊपर। लेकिन वाइपर कहता है कि वो बेल इनके इतिहास से जुड़ी हुई है और उस बेल को एनरू को नहीं लेने दे सकते। वो बेल कलगारा और नोलैंड की आखिरी निशानी है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लूफी ने अपने आप को गिरने से बचा लिया है एक टहनी को पकड़कर। और तभी उसे ऊपर जाने का एक आइडिया मिलता है और एक तरकीब लगाकर ऊपर प्लेटफॉर्म के ऊपर पहुंच जाता है। आखिरकार मैं दोबारा यहाँ पर आ ही गया, अब मेरा रास्ता साफ है। लेकिन तभी नामी यहाँ पर आ जाती है अपने वीवर को लेकर और उस वीवर को लूफी पे चढ़ा देती है। कब से तुम्हारा पीछा कर रही थी, इतने ऊपर के जा रहे लूफी, पागल हो गया? लूफी इन सब चीजों का समय नहीं है हमारे पास, हमें स्काइपिया से निकलना होगा। और तभी नामी और लूफी को आसमान में एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, एक बहुत बड़े गोल आकार के बादल की, जो कि बहुत सारे बिजली वाले बादलों को मिलाकर बना है और लवली स्ट्रीट के ठीक ऊपर है, जहाँ से अभी भी बहुत सारे लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। गैनफॉल आसमान में देखकर कहता है, एनरू तुम ये क्या करने जा रहे हो? उस गोले में अभी बहुत सारी एनर्जी है। और ऊपर एनरू कहता है, मैं एक भगवान हूँ और आज कोई नहीं बचेगा। राइगो। लवली स्ट्रीट के सभी लोग अपनी शिप को लेकर बाहर निकल जाते हैं। लेकिन देखते हैं कि उस बादल की वजह से उनका पूरा का पूरा लवली स्ट्रीट ही तबाह हो गया, एक भी निशान नहीं बचा। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है और वो सभी पुलिस वाले भी मारे गए जो कि इन लोगों को बाहर निकाल रहे थे। वो सब ये देखकर हक्का बक्का रह जाता है, ये नहीं हो सकता, इतना बड़ा शहर एक ही झटके में तबाह हो गया। और यहाँ पर नामी लूफी से कहती है, लूफी हमें यहाँ से भागना होगा। नहीं अब ये काम बाकी है नामी। अरे यार अब कौन सा काम है? वो सोने की बेल। क्या वो सोने की बेल? इतना सारा सोना तो है तुम्हारे पास में लूफी, तुम्हारी जान ज्यादा कीमती है। तुम चुप कर जाओ नामी, क्या तुमने देखा नहीं वो सोने का शहर सच में एग्जिस्ट करता है? उसको साबित करते हुए नोलैंड मारा गया और उसका पोता आज भी उस शहर को पानी के अंदर ढूंढता है, इसी उम्मीद में कि वो अपने दादाजी को सच्चा साबित कर पाएगा। सब लोगों ने बचपन में उसका मजाक उड़ाया और नोलैंड का भी मजाक उड़ाया। मैंने चॉपर से एक वादा किया था नामी कि जब वो सोने की बेल मुझे मिल जाएगी तो मैं उसे इतना तेज बजाऊंगा कि उसकी आवाज नीचे नीले समुद्र तक पहुंचेगी। क्रिकेट उस आवाज को सुनेगा और उसे पता चल जाएगा कि उसके दादाजी झूठे नहीं थे, वो सोने का शहर सच में एग्जिस्ट करता है, तभी उसे राहत मिलेगी। यहाँ पर लूफी जायंट जैक के ऊपर चढ़ चुका है और अपना हाथ बड़ा करके एनरू के आर्क मैक्सिम को पकड़ लेता है। लेकिन एनरू इसके बारे में जान लेता है और लात मार के लूफी को नीचे गिरा देता है। मैं तुम्हें आसानी से मसल सकता हूँ और इस लड़की को देखकर लगता नहीं कि ये मेरे साथ चलेगी। कोई बात नहीं, एक बार मुझे बस वो सोने की बेल मिल जाए तो मैं पूरे स्काइपिया को ही उड़ा दूंगा। आखिर यही तो एक भगवान का असली मकसद होता है। और लूफी वापस से जायंट जैक के ऊपर चढ़ने लगता है, लेकिन एनरू लूफी को वापस से नीचे गिरा देता है और लूफी एक बार और जायंट जैक के ऊपर चढ़ने लगता है। जायंट जैक से ऊपर थोड़ी ही दूर एक बादल के ऊपर एनरू को वो बेल मिल चुकी है। आखिर मेरे हाथ लग ही गई। तो यही है वो कमाल की चीज। एनरू उस बेल को देखकर बहुत खुश हो जाता है। ये तो मेरे आर्क मैक्सिम के लिए ही बनी है। लूफी जायंट जैक के ऊपर चढ़ने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन हर बार नाकामयाबी ही मिलती है। और लूफी की बातें सुनकर और उसकी कोशिशों को देखकर नामी अपना मन बना लेती है कि अब वो भी यहाँ से नहीं जाएगी जब तक लूफी उस बेल को नहीं बचा देता। तभी नामी की नजर नीचे पड़ती है और देखती है कि उसके सभी क्रू मेंबर्स वहीं पर हैं। वो सभी भागे नहीं हैं और उन्हें देखकर नामी के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है, लेकिन ऊपर किसी को भनक तक नहीं है कि एनरू क्या कर रहा है। एक बहुत बड़ा राइगो तैयार कर रहा है पूरे स्काइपिया को खत्म करने के लिए। तभी नीचे से उस चिल्लाता है और कहता है, अरे वो देखो, लगता है आसमान से एक और चीज आ रही है, जल्दी सभी लोग साइड हट जाओ। ये कहकर वो साइड में छुप जाता है। अरे यार
यार डर क्यों रहे हो, ये तो बस एक मामूली सी पत्ती है। क्या एक पत्ती? अजीब है। एक सेकंड, इस पे कुछ लिखा हुआ है। ये तो एक मैसेज है, लगता है लूफी और नामी ने भेजा है और इस पर कुछ लिखा भी हुआ है। दरअसल इस बेल के ऊपर लिखा होता है कि इस जायंट जैक बेल को ऐसे काटो कि वेस्ट की तरफ गिरने लगे। ठीक है, मैं अभी इसे काटता हूँ, लेकिन वेस्ट कहाँ पर है? अबे जोरो, ढक्कन कहीं के, वेस्ट नहीं पता तुझे? और तभी आसमान में सभी लोगों को वही चीज दिखाई देती है। आसमान में चमकता हुआ एक राइगो जो कि इस बार उनके सर के ऊपर है और अगर ये नीचे गिरा तो यहाँ पर कुछ नहीं बचने वाला। लूफी उसे देखकर कहता है, ये क्या है इतना बड़ा? हाँ लूफी, क्योंकि इसका आखिरी हमला है। इसके बाद वो अपने सपनों की दुनिया फेरीवर्थ पर चला जाएगा, क्योंकि शायद से उसे उस बादल के ऊपर बेल मिल चुकी है। ये अकेला बादल पूरे स्काईपिया को खत्म करने के लिए काफी है। और सभी जगह पर बिजली गिरना फिर से शुरू हो जाती है। जोरो सभी लोगों को चिल्लाकर कहता है, तुम सभी लोग जंगल के अंदर जाकर कवर लो, मैं जायंट जैक की बेल को काट कर आता हूँ। उस सब कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? इस प्लान को अगर अंजाम देंगे भी तो उससे कुछ नहीं होने वाला। चुप कर जाओ सब। इस पूरे आइलैंड पर अब सिर्फ 2 ही लोग हैं जो कि एनरू तक पहुंच सकते हैं, नामी और लूफी। समझे, हमारे पास और कोई चारा नहीं। और जोरो के अलावा सभी लोग जंगल के अंदर कवर ले लेते हैं, लेकिन उनकी हुई कही हुई सारी बातें एनरू अपने मंत्र से सुन चुका है और कहता है कि एक इंसान को कब हार मान लेनी चाहिए ये सबको पता होना चाहिए। लगता है तुम लोग मरकर ही मानोगे। जोरो के ऊपर बिजली गिरती है, लेकिन उन्हें डॉज करते हुए ऊपर जाता है और जायंट जैक का एक हिस्सा काट देता है। लेकिन तभी एनरू का निशाना लग जाता है और जोरो बुरी तरह से घायल हो जाता है। अरे नहीं, मैंने जोरो को मना किया था वहाँ पर जाने से, अभी तक वो जायंट जैक नहीं गिरा। लगता है कैप्टन उस सबको ही जाना होगा। लूफी, मैं तुम्हारी हेल्प करने आ रहा हूँ। और यहाँ पर वाइपर रॉबिन से कहता है कि आखिर ये लोग क्यों उस बेल को बचाना चाहते हैं। इसका और उस बेल का पुराना रिश्ता है, वो इनके इतिहास से जुड़ा हुआ है। लेकिन लूफी उस बेल को क्यों बचाना चाहता है? और ये सुनकर रॉबिन वाइपर को लूफी और क्रिकेट के बारे में बता देती है, जिसे सुनकर वाइपर रोने लगता है। क्या? नोलैंड, मैं उनके बारे में जानता हूँ। वो हमारे किलगारा के दोस्त थे, उन्हीं की वजह से ईशानियंस आज जिंदा है। क्या उनका पोता जिंदा है? इधर उसॉप बचते हुए जाता है और जायंट जैक पर अपनी गुलेल से हमला करने लगता है, उसे गिराने की पूरी कोशिश करता है। अरे यार, ये तो हिलने का नाम तक नहीं ले रहा, लेकिन अपने हमलों को लगातार जारी रखता है। और तभी उसॉप के नीचे शिंडोरा में बेहोशी में पड़ा हुआ सांप एक सपना दिखता है, जहाँ पर कलगारा की आवाज इस सांप को उठाती है। उठ जा, कितना सोएगा? नोलैंड को दिखा दे कि तू कितना वफादार है। उठ जा, अपना प्यार नोलैंड तक पहुँचाओ, स्वर्ग में मदद करो। और ये सुनकर ये सांप नींद में चिल्लाता है और तेजी से जाकर जायंट जैक में अपना सर भिड़ा देता है, जिसकी वजह से जायंट जैक कांपने लगता है। ये क्या, मेरी गुलेल में इतनी ताकत, क्या बात है? और तभी वाइपर यहाँ पर आता है और उस सबको साइड में हटाकर कहता है, हट जा, ये काम मुझे करने दो। और जायंट जैक के ऊपर कूद जाता है और उस पर अपना हाथ रख के कहता है, वीर किलगारा, वो लोग कहते हैं कि आपके दोस्त का पोता अभी भी नीले समुद्र में जिंदा है और आपके होने का सबूत ढूंढता है। प्लीज उसे एक छोटा सा सबूत चाहिए ताकि उसके दिल को तसल्ली मिल जाए। नीचे नीले समुद्र में आपके दोस्त को झूठा डिक्लेयर कर दिया गया था और आज उसके पोते की बहुत बुरी हालत है, सिर्फ उसके लिए। और वाइपर रिजेक्ट डायल को यूज कर देता है और नीचे शिंडोरा में उस सांप के पास जाकर गिर जाता है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, बेवकूफ कहीं का, ना जाने कितनी बार उस रिजेक्ट डायल को यूज कर चुका है। तभी उस भागते हुए आता है और कहता है, ये पूरी चीज गिरने वाली है। और लूफी के प्लान के अकॉर्डिंग जायंट जैक वेस्ट की तरफ गिरने लगता है और ऊपर नामी लूफी को वीवर के ऊपर बिठाकर कहती है, लूफी, अगर मुझे कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार तुम होगे, समझ गए? हाँ ठीक है, तो चलो अब चलते हैं लूफी। और नीचे उसॉप लूफी को चिल्लाकर कहता है, लूफी, अब ये सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, हमारी नाक मत कटा देना। और लूफी और नामी तेजी से जायंट जैक के ऊपर से एनरू की शिप की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एनरू लूफी पर बिजली से हमला कर देता है, लेकिन नामी सभी अटैक्स को डॉज कर देती है। तुम्हारा निशाना भी बेकार है, बिल्कुल तुम्हारी ही तरह। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइगो बस तैयार ही है। एनरू के हमलों की वजह से शेंडोरा पर बनी बादलों की परत हटने लगती है और उसॉप घबराकर कहता है, अरे यार, जोरो वहीं पर है, जोरो शेंडोरा के अंदर है, वो हमला जोरो पर भी हो सकता है। वो यही चाहता है, एनरू ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा है बच्चे, ताकि शेंडोरा पर बने ये बादल हट जाए और उसे आसानी से तोड़ सके। और बादल के हटने की वजह से एनरू की सारी बिजलियां शेंडोरा के ऊपर गिर रही हैं और शेंडोरा की मीनारों को तोड़ रही हैं। धमाकों के बीच में वाइपर खड़ा होता है और कहता है, कितनी भी कोशिश कर लो, हमारे पूर्वजों की इन मीनारों को नहीं तोड़ पाओगे एनरू। और तभी एनरू मंत्र का यूज करके वाइपर की आवाज सुनता है और शेंडोरा में एक बहुत बड़ी बिजली गिरा देता है। उस हमले को सभी लोग देखते हैं, पर इतनी भयानक बिजली के गिरने के बावजूद भी वाइपर अपने पैरों पर खड़ा होता है। तुम बस छोटी मोटी आग लगा सकते हो एनरू, हमारी इन मजबूत मीनारों को तुम नहीं गिरा सकते। जाओ स्ट्रॉ हेड वाले और उस बेल को उसे लेकर आओ। पर नामी जायंट जैक को पार कर लेती है। तो यही था इसका सड़ा हुआ प्लान। हाँ, एनरू, मुझे वो बेल दे दे। एनरू अपने राइगो को चार्ज करते हुए कहता है, क्या बोल रहे हो? कुछ सुनाई नहीं दे रहा, तुम्हारी आवाज यहाँ तक नहीं पहुँच रही है। पर आसमान में ये सब कुछ होता हुआ सभी लोग देख रहे हैं। तभी लूफी नामी से कहता है, नामी, अब तुम्हें जाना होगा। और लूफी वीवर पर से कूद जाता है। मुझे माफ करना नामी, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, ये काम मुझे अकेला करने दो। और नामी वीवर के साथ ही बादल के ऊपर गिर जाती है और लूफी तेजी से उड़ता हुआ एनरू के राइगो के अंदर जा रहा है। लूफी, क्या तुम पागल हो गए हो? उसके अंदर अभी बहुत ज्यादा एनर्जी है, वो एक बॉम्ब की तरह है, वो कभी भी फट सकता है, तुम मारे जाओगे। लेकिन लूफी उसकी नहीं सुनता और तेजी से राइगो के अंदर घुस जाता है। मुझे लगा नहीं था कि इसकी मौत इतनी ज्यादा दर्दनाक होगी। खैर, अब ये कीड़ा मर चुका है तो चलो अब स्काईपिया को भी खत्म किया जाए। और तभी जायंट जैक भी टूटकर अपर यार्ड में गिर जाता है, जिसे सभी लोग देखते हैं। चारों तरफ शांति का माहौल बन जाता है और तभी आसमान में से एक आवाज आती है। लूफी राइगो के अंदर जिंदा होता है और लगातार राइगो के अंदर हमले कर रहा होता है और उसकी रोशनी अचानक से बढ़ जाती है। एनरू हैरानी के साथ देखता है और उसे समझ में नहीं आता कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। और उसे पता चलता है कि लूफी अभी तक जिंदा है और उस पर हाथ पर लगी वो सोने की बॉल बिजली का एक कंडक्टर है। बस बहुत हो चुका तुम्हारा, नीचे जाओ राइगो और इस घटिया आइलैंड को तबाह कर दो। एनरू अपने राइगो को चार्ज करना बंद कर देता है और नामी देखती है कि राइगो नीचे आना शुरू हो चुका है और एक बड़ा सा बादल का
गोला पूरे अपर यार्ड को ही खत्म कर देगा और नामी अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि अब लूफी भी कुछ नहीं कर पाएगा। और राइगो के अंदर लूफी लगातार अपने हमले परफॉर्म कर रहा है और तभी नामी देखती है कि राइगो के अंदर दरारें पड़ रही हैं और उन क्रैक्स के अंदर से रोशनी बाहर आ रही है। ये क्या है? धीरे धीरे वो दरारें बड़ी होती जाती हैं और अचानक से ही राइगो गायब हो जाता है। एनरू को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता कि आखिर वो राइगो कहाँ गया और नीचे उसप और बाकी सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। लूफी तुमने ये कर दिखाया, क्या बात है लूफी, बल्ले बल्ले, तुमने उस बादल के गोले को गायब कर दिया, शाबाश। और लूफी हंसते हुए राइगो के अंदर से बाहर निकलता है। शायद अब तुम्हें मेरी आवाज सुनाई देगी। एनरू वाइपर ये देखता है और कहता है उसने ये कर दिखाया, उसने हमें बचा लिया। जाओ स्ट्रॉ हेड वाले और उस बेल को बजा दो, उसकी आंखों के सामने बजाना। लूफी अपने हाथों को बड़ा करता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे राइगो को तबाह करने की? हाँ, लगता है तुम शांति से उस बेल को नहीं दोगे, उस बेल के साथ साथ तुम्हारी भी बजानी पड़ेगी। और तभी अचानक से दिखता है कि एनरू के ऊपर बहुत सारी बिजली गिर रही है। 220 करोड़ की बिजली। और वो सारी बिजली एनरू के अंदर समा जाती है और एनरू एक नई फॉर्म के अंदर आ जाता है। मुझे भी दिखा अपना तरीका। अरे भाई ये क्या है, ये कैसे बन गया, ये इसकी आवाज को क्या हुआ? पर इससे पहले कि लूफी कुछ सोच पाता, एनरू लूफी पर हमला कर देता है 200 करोड़ मिलियन की बिजली से। तेरे जैसा एक डेविल फ्रूटी यूजर मुझे नहीं हरा सकता। स्काइपिया के सभी लोग इस फाइट को देख रहे हैं और लूफी के लिए दुआ कर रहे हैं। मैंने तुम्हें कहा ना, ये मेरे ऊपर काम नहीं करेगा एनरू, मैं रबड़ से बना हूँ। लूफी एनरू के हाथ पर से दौड़ता है और इसके मुंह के ऊपर एक जोरदार लात मार देता है और तभी एनरू अपने ट्राइडेंट को आगे कर देता है और गलती से लूफी उस ट्राइडेंट को पकड़ लेता है और बहुत ज्यादा गर्म होने की वजह से लूफी चिल्लाता है और लूफी रुक जाता है। अगर इसे छोड़ेगा तो नीचे गिर जाएगा और अगर पकड़ के रखेगा तो तुम मारा जाएगा। लूफी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि अब इसे क्या करना चाहिए। अगर इसे छोड़ दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा और अगर पकड़ के रखेगा तो जलकर खाक हो जाएगा। लूफी आइसिया को याद करता है और उन सभी लोगों को जो कि एनरू से परेशान है और लूफी उस ट्राइडेंट को छोड़ देता है और नीचे गिरने लगता है। अलविदा रबड़ के बंदर, मैं एक और राइको बनाऊंगा। लूफी गिरते हुए अचानक से एक बादल को पकड़ लेता है जिसके ऊपर नामी है और इस बादल का यूज करके उस बॉल से ऊपर कूद जाता है और वापस से रफ्तार से ऊपर जाने लगता है एनरू की तरफ। ये ऐसे नहीं मानने वाला। लूफी अपने हाथ को गोल गोल मोड़ना शुरू कर देता है और चिल्लाते हुए आसमान में एनरू के पास आ जाता है। आखिर कब तक कोशिश करता रहेगा? तो मुझसे नहीं जीत सकता। जब तक मैं उस बेल को नहीं बजा देता। ऐसी बात है तो आजा। गम गम राइफल। नहीं, ये बहुत ज्यादा तेज है, मैं नहीं बच पाऊंगा। नहीं, गोल्डन बॉल। नहीं, ये नहीं हो सकता। और आखिरकार लूफी एनरू के साथ साथ उस बेल को भी बजा देता है। लूफी फाइनली एनरू को हरा देता है और साथ ही साथ उस गोल्डन बेल को भी बजा देता है। उस बेल की आवाज बहुत ज्यादा होती है, चारों तरफ सुनाई दे रही थी और इस बेल की आवाज जय आइलैंड तक भी जाती है। क्रिकेट अपने घर के बाहर ही खड़ा हुआ था और उस बेल की आवाज को सुनता है और इस आवाज को सुनकर क्रिकेट स्माइल करता है और अब इसे विश्वास हो जाता है कि उसके दादाजी यानी कि नोलैंड वो एक सच्चे इंसान थे और उन्होंने कभी झूठ नहीं कहा था। उन्होंने जरूर उस सोने के आइलैंड को देखा होगा जो कि अभी आसमान के ऊपर है। और अब क्रिकेट को अपने दादाजी यानी कि नोलैंड के ऊपर गर्व महसूस होने लगता है। सूरज की परछाई लूफी के ऊपर गिरती है जिसकी वजह से लूफी बहुत बड़ा नजर आता है और लूफी अभी बादलों के ऊपर है। एनरू लूफी से हारने की वजह से बहुत घायल हो जाता है और अपने शिप के साथ साथ समुद्र के अंदर गिरने लगता है। लेकिन एनरू अपनी पावर का यूज करके खुद को रिकवर कर लेता है। लेकिन एनरू लूफी के साथ फाइट करने के बाद अपना सबक सीख चुका था और अब और मुसीबत खड़ी करना नहीं चाहता और एनरू स्काइपिया को छोड़कर फेरी वर्थ के लिए निकल जाता है। फेरी वर्थ कुछ और नहीं बल्कि चांद होता है और एनरू के जाने के बाद स्काइपिया में वापस से शांति हो जाती है। शांडियंस को उनका शिंडोरा वापस मिल जाता है और शांडियंस और स्काइपिया के लोगों के बीच में जो युद्ध चल रहा था वो भी अब फाइनली खत्म हो जाता है और सभी लोग जश्न मनाने लगते हैं। और अगले दिन सभी को पता चलता है कि गोल्डन बेल जायंट जैक के अंदर फंस चुकी है। शांडियंस और स्काइपिया के लोग मिलकर साथ मिलकर उसे बाहर निकालते हैं। रॉबिन को पता चलता है कि उस बेल के ऊपर एक पोनिग्लिफ है और उसके अंदर एंशिएंट वेपन पोसाइडन के बारे में लिखा होता है। रॉबिन नोटिस करती है कि गोल्ड के ऊपर भी कुछ लिखा होता है जिसे पढ़ने के बाद हैरान रह जाती है क्योंकि उस गोल्ड के पीस के ऊपर पायरेट किंग गोल्डन रॉजर का एक संदेश होता है। उसमें लिखा होता है कि रियल पोनिग्लिफ की लोकेशन लाफ्टेल में है जो कि वही आइलैंड है जो कि ग्रैंड लैंड के आखिरी में जाकर वो आइलैंड है। एंड में जाकर ये लोग उस आइलैंड पर पहुंचेंगे जहाँ पर वन पीस खजाना पड़ा हुआ है। लेकिन असलियत में ये रियल पोनिग्लिफ है क्या, इसके बारे में हमें आगे जाकर पता चलेगा। और अब सभी लोग यहाँ से गुड बाय कहकर यहाँ से जाने लगते हैं। सभी लोग अपनी शिप के ऊपर आ जाते हैं और कोनिस और पगाया इन्हें क्लाउड एंड तक का रास्ता दिखाते हैं। सभी लोग इन्हें बाय बाय कहकर स्काइपिया से निकलकर अपने समुद्र में वापस आ जाते हैं और इसी के साथ स्काइपिया आर्क और स्काई आइलैंड सागा यहीं पर खत्म हो जाती है। और अब इसके बाद हम लोग वाटर 7 आर्क को शुरू करने वाले हैं जो कि वन पीस की बेस्ट आर्क्स में से एक है। इसके बाद हम एक ऑक्टोपस को देखते हैं जिसकी हेल्प से ये सभी लोग स्काइपिया से नीचे आ जाते हैं। ये ऑक्टोपस किसी हॉट एयर बैलून की तरह काम करता है और चॉपर और उसॉप शिप को रिपेयर कर रहे होते हैं। उसॉप बहुत मेहनत करके शिप को ठीक कर देता है और ऊपर बहुत देर से आग जलने की वजह से फ्यूल खत्म हो जाता है और ये ऑक्टोपस धीरे धीरे करके अपने नॉर्मल साइज में आने लगता है जिसकी वजह से शिप आसमान से नीचे गिरने लगती है और उसॉप और चॉपर जल्दी से शिप के ऊपर आ जाते हैं और शिप बहुत तेजी से पानी में नीचे गिर जाती है। खैर लूफी की शिप ठीक होती है और ये ऑक्टोपस जिसने बहुत समय से लूफी और इन सभी की हेल्प की है ये थोड़ा सा जल जाता है और चॉपर इसका इलाज करके इसे समुद्र में भेज देता है। सभी लोग इस ऑक्टोपस का शुक्रिया अदा करते हैं और अब इसके बाद लूफी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है अपने नए सफर के लिए। लेकिन उसॉप लूफी से कहता है, अरे लूफी इतनी जल्दी क्यों है तुझे तो ये तक नहीं पता है कि हम अभी कहाँ पर हैं। सभी लोग तैयार हो जाओ, समुद्र कुछ ज्यादा ही शांत लग रहा है और ये शांति किसी बड़ी सी लहर के आने से पहले की है। और होता भी ठीक ऐसा ही है। एक बहुत बड़ी लहर आ जाती है और ये लहर कुछ समुद्री बंदरों की वजह से आई है। इस तरफ हम जय आइलैंड को देखते हैं जहाँ पर सभी लोग डरे हुए हैं। सभी लोग इधर उधर भाग रहे हैं अपनी जान बचाकर और ऐसा इसलिए है क्योंकि बेलेमी और उसके एक साथी के बीच में एक जानलेवा फाइट चल रही है। लेकिन ये फाइट
ये लोग अपनी मर्जी से नहीं कर रहे। इस लड़ाई के पीछे है 7 वॉर लॉर्ड्स में से एक डोफ्लामिंगो। डोफ्लामिंगो को देख के ही सभी लोग बुरी तरह से डर जाते हैं और बेलेमी और उसके सभी साथी डोफ्लामिंगो के लिए काम करते हैं। डोफ्लामिंगो अपनी पावर का यूज करके सामने वाले इंसान की मूवमेंट्स को कंट्रोल कर सकता है और ऐसे ही वो बेलेमी और उसके साथी के बीच में ही एक फाइट करवा रहा है जबरदस्ती, क्योंकि वो लोग लूफी से हार गए थे एक बच्चे से, और एक बच्चे से हारने की वजह से ये दोनों डोफ्लामिंगो की नजरों में गिर चुके हैं और इसी वजह से डोफ्लामिंगो बेलेमी के ही एक साथी का यूज करके उसे मरवा देता है। लेकिन इस हमले के बावजूद भी बेलेमी अभी भी जिंदा होता है। बेलेमी डोफ्लामिंगो से कहता है, सर जी प्लीज एक बार और, बस एक बार और, मुझे एक और मौका दीजिए सर प्लीज। फिर देखिए मैं आपको निराश नहीं करूंगा। लेकिन डोफ्लामिंगो इसे एक और मौका नहीं देता है और उसे जान से मरवा देता है। डोफ्लामिंगो का सपना है कि इस दुनिया में सिर्फ वही पायरेट्स जिंदा रहें जिनके पास शक्तियां हों, जिन्हें असलियत में एक पायरेट कहा जा सके। और ऐसे समय को ये बंदा एक न्यू एरा कहता है। अब इसके बाद सुबह हो जाती है। लूफी और ये बाकी सभी लोग उस लहर से बच चुके हैं और सभी जिंदा हैं और उसॉप आसपास की जगह पे निगरानी रख रहा था और तभी सबको वार्निंग देता है, सभी लोग तैयार हो जाओ, सामने से एक शिप आ रही है। शिप के सभी लोग बहुत आलसी दिखाई दे रहे थे और शायद से इनका कैप्टन भी यहाँ पर नहीं था। ये सभी लोग धीरे धीरे लूफी की शिप की तरफ आ रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर वही समुद्री बंदर आ जाते हैं जिनकी वजह से ही पहले लहरें उठी थी। जब ये शिप लूफी की शिप के सामने आ जाती है तो लूफी इन सभी को उस लहर से बचने के लिए कहता है, ए तुम्हें सुनाई दे रहा है क्या, सामने से एक लहर आ रही है। लेकिन लूफी को थैंक यू कहने की बजाय ये सभी लूफी की शिप को लूटने का प्लान बनाने लगते हैं। इन सभी के बीच में कोई भी तालमेल नहीं होता है, जिसकी वजह से ये सभी आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं और ऐसे ही ये लोग उस लहर से टकरा जाते हैं और अपनी शिप के साथ पानी के अंदर डूब जाते हैं। लेकिन इस लहर से लूफी की शिप को कुछ नहीं होता है। उसॉप थक जाता है और कुछ समय के लिए रेस्ट करता है और अब रॉबिन आसपास की जगह पर निगरानी कर रही है। रॉबिन, क्या तुम्हें आसपास कोई आइलैंड दिखा क्या? अरे यार मैं बहुत थक चुका हूँ। हाँ मुझे कब से दिखाई दे रहा है। पागल वागल है क्या? तो हमें पहले क्यों नहीं बताया तूने? तुम्हें जैसे ही कोई आइलैंड दिखता है हमें बताना चाहिए ना। लेकिन रॉबिन इसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही होती और उसॉप अभी भी उस शिप के बारे में सोच रहा था, क्योंकि उस शिप पर ना ही कोई फ्लैग था, ना ही कोई सेल और ना ही कोई कैप्टन। और उसॉप अपने सभी साथियों से कहता है, ऐसा एक शिप ग्रैंड लाइन जैसी जगह पर क्या कर रहा था? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। शायद वो लोग गुम हो चुके होंगे और हो सकता है कि उनका कैप्टन लड़ाई में मारा गया हो, लेकिन उस शिप पर लड़ाई का कोई भी निशान नहीं था। जोरो, अरे यार चिंता मत करो, शायद वो लोग पायरेट्स नहीं होंगे। नहीं यार मुझे नहीं लगता। शिप धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और अब शिप एक आइलैंड के पास पहुंचने वाली है। उसॉप अपने घुटनों के बल गिर जाता है और इसके सीने में दर्द होने लगता है। सांजी चॉपर को बुलाता है, अरे चॉपर यार इसे देख क्या हुआ है, नौटंकी साला, इसकी उस आइलैंड पे ना जाने वाली बीमारी स्टार्ट हो गई। इसका इलाज तो मेरे पास भी नहीं है, सॉरी यूसुफ। सांजी और जोरो सामने देख रहे होते हैं एक आइलैंड की तरफ और तभी ये लोग कुछ ऐसा देखते हैं जिसे देखकर ये लोग हैरान हो जाते हैं। ये पूरा आइलैंड बहुत ज्यादा विशाल था और बहुत सुनसान सा था। लूफी इस आइलैंड को देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है, शिप से उतरता है और उसॉप और चॉपर भी। अबे लूफी रुक जा साले, कहाँ जा रहे हैं? ये लोग इस बड़े से आइलैंड का मजा उठाने लगते हैं और घास में लेटना शुरू कर देते हैं। कितनी मुलायम है ये घास। हाँ तुमने सही कहा उसॉप, कितना मजा आ रहा है ना। और यहाँ पर इन सभी का सामना एक अजीब से आदमी से होता है जिसे देखने के बाद रॉबिन बुरी तरह से चौंक जाती है। रॉबिन इतना ज्यादा इसलिए डर रही थी क्योंकि इसके सामने जो आदमी अभी खड़ा है ये बंदा नेवी के 3 एडमिरल्स में से एक है। इस बंदे का नाम है आउकीजी और ये बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मरीन के अंदर सबसे बड़ी पोस्ट फ्लीट एडमिरल होती है और उसके नीचे 3 और एडमिरल्स होते हैं और नेवी की आधी से ज्यादा पावर इन लोगों के पास होती है और ये बंदा उन 3 एडमिरल्स में से एक है। रॉबिन को आउकीजी की पावर लेवल्स के बारे में बहुत अच्छा अंदाजा होता है, इसी वजह से रॉबिन इससे बहुत ज्यादा डर रही होती है क्योंकि रॉबिन इससे पहले मिल चुकी है बहुत समय पहले। आउकीजी चाहता तो अभी इसी वक्त रॉबिन को मार सकता था, लेकिन फिर भी इसने रॉबिन को एक और मौका दिया था। एक पायरेट को उसकी बाउंटी से जज किया जाता है और किसी के इनाम को देखकर हम ये भी पता कर सकते हैं कि वो नेवी और गवर्नमेंट के लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकते हैं। और अभी निको रॉबिन के ऊपर 7 करोड़ 90 लाख का इनाम लग चुका है, यानी कि निको रॉबिन गवर्नमेंट के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। रॉबिन को इस हालत में देखकर लूफी को बहुत गुस्सा आ जाता है और लूफी समझ जाता है कि ये बंदा रॉबिन के लिए एक खतरा बन सकता है और इसीलिए लूफी इसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन सांजी और उसॉप इसे रोक लेते हैं और आउकीजी का किसी के साथ फाइट करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। ये बस यहाँ पर आराम करना चाहता है। आउकीजी को मालूम था कि इसने क्रोकोडाइल का साथ छोड़ दिया है और स्ट्रॉ हेड पायरेट्स को ज्वाइन कर लिया है। और इसी आइलैंड पर हम कुछ और लोगों को भी देखते हैं जो कि बहुत घायल लग रहे थे और जब इन्हें पता चलता है कि एक एडमिरल इनके सामने है तो ये सभी लोग आउकीजी से हेल्प मांगने के लिए आगे बढ़ते हैं। दरअसल ये सभी लोग अपना सफर कर रहे थे, लेकिन तभी इनकी शिप के ऊपर एक मेंढक का हमला हो जाता है जिसकी वजह से इन लोगों की शिप टूट जाती है और इस आइलैंड के ऊपर फंस जाते हैं। ये सभी लोग बहुत घायल लग रहे थे। आउकीजी समझ जाता है कि ये सारा काम योकोजुना ने किया होगा। योकोजुना उसी सी फ्रॉक का नाम है। आउकीजी इन सभी को अपना सामान पैक करने के लिए कहता है और चॉपर इन सभी के जाने से पहले इन सभी का इलाज करके इन्हें स्वस्थ कर देता है और सांजी भी बढ़िया सा खाना तैयार करता है सभी के लिए। और इन सभी के बाद जब ये लोग अपना सामान पैक करके आगे आते हैं तो इनके दिमाग में बस यही चल रहा था कि आउकीजी इनकी हेल्प कैसे करने वाला है। उन्हें समझ नहीं आता कि अब इन्हें क्या करना चाहिए क्योंकि इन सभी का आइलैंड यहाँ से बहुत दूर होता है और बीच में इतने बड़े समुद्र को ये लोग कैसे पार करेंगे। आउकीजी वहाँ से उठकर पानी के पास जाता है, पानी के अंदर अपना हाथ डालता है और उसके ऐसा करने के साथ ही एक बहुत बड़ा सी मॉन्स्टर समुद्र में से बाहर आ जाता है। ये मॉन्स्टर आउकीजी पर हमला करने वाला था। लूफी और जोरो इसकी हेल्प करने के लिए तैयार थे, लेकिन तभी आउकीजी कहता है आइस हेइस और ये पूरा समुद्र जम जाता है। उसके साथ साथ ये सी मॉन्स्टर भी। और लूफी रियलाइज करता है कि ये बंदा कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और जिस लोगों से लूफी पंगे लेने की कोशिश कर रहा है, नेवी और वर्ल्ड गवर्नमेंट, वो किस लेवल पर हो सकते हैं। इस बंदे ने 1 सेकंड में ही पूरे समुद्र को जमा दिया और अगर ये बंदा अपने फुल पावर से किसी पर हमला करेगा तो उस बंदे का क्या होगा ये आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। लूफी के साथ साथ सभी लोग ये देखकर हैरान
हैरान रह जाते हैं और ये सभी लोग बर्फ के ऊपर चलकर अपने आइलैंड की तरफ निकल पड़ते हैं। और आओकीजी बताता है कि बर्फ 7 दिन तक ऐसे ही रहने वाली है। लूफी और ये सभी लोग बर्फ के ऊपर मजे करने लगते हैं और जब आइलैंड के ऊपर वापस जाते हैं तो देखते हैं कि उनके सामने आओकीजी बैठा हुआ है और उसे देखकर लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। आओकीजी यहाँ पर निक और रॉबिन से मिलने आया था, लेकिन साथ ही साथ लूफी को भी देखने आया था और हमें पता चलता है कि लूफी के एक दादाजी भी एग्जिस्ट करते हैं और इसके दादाजी एक नेवी के ऑफिसर है। लूफी जिसने नेवी और पूरी वर्ल्ड गवर्नमेंट को अपना दुश्मन बना लिया है, उसी लूफी के दादाजी नेवी के लिए काम करते हैं और आओकीजी चाहता है कि वो लूफी और रॉबिन को यहीं पर मार दे और साथ ही साथ जोरो, सांजी और इन बाकी सभी को भी, क्योंकि भले ही वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए लोग अभी इतने खतरे की बात नहीं है, लेकिन वो समय दूर नहीं जब लूफी और ये सभी लोग वर्ल्ड गवर्नमेंट को परेशान करने लगेंगे। और ये सब सुन के रॉबिन को गुस्सा आ जाता है और आओकीजी पर हमला कर देती है और रॉबिन के हमले की वजह से आओकीजी बर्फ की तरह टूट जाता है। सभी को लग रहा था कि रॉबिन ने आओकीजी को मार दिया है, लेकिन तभी एक बर्फ का टुकड़ा आओकीजी की शेप ले लेता है और आओकीजी मरता नहीं है। आओकीजी कुछ घास के टुकड़े को तोड़ के उसका एक ब्लेड तैयार कर देता है और उसी चीज से रॉबिन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इससे पहले कि कुछ कर पाता जोरो यहाँ पर आता है और रॉबिन की जान बचा लेता है। सांजी अपनी किक का यूज करके उसके ब्लेड को बहुत दूर फेंक देता है और लूफी भागते हुए आकर आओकीजी के पेट के अंदर एक जोरदार पंच मार देता है। आओकीजी अपनी पावर्स का यूज करके इन तीनों के बॉडी पार्ट्स को जमा देता है और अगर ये बर्फ इनके शरीर से नहीं हटेगी तो इनका ये हिस्सा जिंदगी भर के लिए काम करना बंद कर देगा। इसके बाद आओकीजी रॉबिन के पास जाता है और इसके पूरे शरीर को बर्फ बना देता है। रॉबिन पूरी जम जाती है और हिल भी नहीं पाती। आओकीजी रॉबिन को खत्म करने के लिए उस पर एक पंच मारने वाला था, लेकिन उससे पहले ही लूफी यहाँ पर आकर रॉबिन को बचा लेता है। आओकीजी रॉबिन को दोबारा से मारने वाला था, लेकिन इस बार नामी, उसॉप और चॉपर रॉबिन को बचाने में कामयाब हो जाते हैं और उसे लेकर भाग जाते हैं और लूफी रॉबिन को शिप पर ले जाने के लिए कहता है चॉपर और उसॉप से और ये दोनों लूफी की बात मानकर रॉबिन को शिप के ऊपर लेकर जाने लगते हैं। नामी आओकीजी का सामना करने लगती है और आओकीजी नामी से कहता है वो समय दूर नहीं जब रॉबिन तुम्हारे हाथों से निकल जाएगी। तुम रॉबिन को अपने साथ रखे बहुत बड़ी मुसीबत को बुलावा दे रहे हो। रॉबिन तुम्हारे कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। इस बात से किसी को फर्क नहीं पड़ता, समझे? तुम अपनी चिंता करो, रॉबिन को हम देख लेंगे। सांजी और जोरो आओकीजी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लूफी इन्हें रुकने के लिए कहता है और इन सभी को शिप पर जाने के लिए कहता है। लूफी आओकीजी के साथ अकेले में फाइट करना चाहता है, लेकिन कोई भी लूफी को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। पर लूफी की बात मान के आखिरकार ये लोग यहाँ से चले जाते हैं और अब लूफी और आओकीजी के बीच में एक फाइट होने वाली है और इस तरफ चॉपर रॉबिन के ऊपर गर्म पानी डालता है ताकि उस पर जमी बर्फ को पिघला सके। और तभी जोरो, सांजी और नामी भी शिप के पास आ जाते हैं। चॉपर इनसे पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और लूफी भैया कहाँ पर है? लूफी आओकीजी के साथ अकेले में लड़ रहा है। चॉपर क्या तुम लोग पागल हो क्या? तुम लूफी को ऐसे ही छोड़कर आ गए? ये जानकर उसॉप को बहुत गुस्सा आ जाता है कि ये लोग लूफी को ऐसे छोड़कर कैसे आ सकते हैं, पर लूफी के कहने पर ही ये सभी लोग उसे अकेला छोड़कर आए थे। और इस तरफ आओकीजी और लूफी के बीच में एक फाइट चल रही होती है। लूफी इस पर एक किक मार के इसे आसमान में उड़ा देता है और फिर एक पंच मार के इसे चकनाचूर कर देता है, लेकिन आओकीजी वापस से रिवाइव हो जाता है और बहुत ही आराम से खुद को पहले जैसा कर लेता है और साथ ही साथ लूफी को भी एक बर्फ का पुतला बना देता है। आओकीजी लूफी को नीचे जमीन पर लेकर आता है और आओकीजी को रियलाइज हो जाता है कि लूफी ने इसे एक ड्यूल के लिए इनवाइट क्यों किया। लूफी को मालूम था कि ये इसके सामने नहीं टिक पाएगा और अगर इससे लड़ा तो मारा भी जा सकता है, लेकिन लूफी ने ऐसा इसलिए किया ताकि अपने क्रू मेंबर्स की जान बचा सके और अगर आओकीजी अभी बाकी से लड़ता है तो वो सेंसलेस साबित होगा। और आओकीजी लूफी को जान से नहीं मारता और लूफी को एक जीवन दान देके यहाँ से चला जाता है। आओकीजी साइकिल पर जाता है समुद्र के ऊपर चलते हुए। आओकीजी के जाने के बाद जोरो और सांजी लूफी के पास जाते हैं और लूफी को जिंदा देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। दोनों इसे गोइंग मैरी के ऊपर लेकर जाते हैं, जहाँ पर चॉपर लूफी और रॉबिन का इलाज करता है। बहुत टाइम के बाद चॉपर बाहर आता है और बताता है कि उन दोनों की जान बच चुकी है, पर ये रो क्यों रहा है भाई? ये बात सुन के सभी की जान में जान आती है, पर लूफी और रॉबिन को पूरी तरह से स्वस्थ होने में 4 दिन का समय लग जाता है और 4 दिन के बाद ये लोग अपने नए सफर के लिए निकल पड़ते हैं। और जाते जाते इन्हें रास्ते में एक फ्रॉग नजर आता है जो कि सामने की तरफ चल रहा था और ये वही फ्रॉग है जिसके बारे में आओकीजी बात कर रहा था। योकोजुना लूफी को बहुत भूख लग रही होती है और इस फ्रॉग को मारने के लिए इसके पीछे जाने लगता है और अब क्योंकि लूफी कैप्टन है तो इन सभी को इसकी बात माननी ही पड़ेगी। और गोइंग मैरी के साथ सभी लोग योकोजुना का पीछा करने लगते हैं, लेकिन तभी गोइंग मैरी किसी चीज से टकरा जाती है। नामी को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है जैसे कि यहाँ पर कोई ट्रेन आने वाली हो। समुद्र के बीच में